हे गाइस, ये वीडियो होने वाला कंप्लीट डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद नोट्स का, जिसमें मैं आपको डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाऊंगा। इस कोर्स की सबसे स्पेशल बात ये कि क्यों मैंने इस कोर्स में मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करें, जिसमें मैंने मोस्टली सारे के सारे टॉपिक्स कवर करें और हर एक टॉपिक के मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख दिए और उसके साथ ही साथ उसके कोड्स भी लिखे हैं और मोस्टली हर एक लाइन्स ऑफ कोड्स के भी मैंने एक्सप्लेनेशंस लिख दिए हैं। और ये जो नोट है वो बेसिकली एक कलरफुल नोट्स है ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जो अच्छे से। आई होप ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपने पहले कभी भी कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख रखी देन स्टिल यू कैन एक्सेस दिस कोर्स, क्योंकि मैंने इस कोर्स एकदम बेसिक से सिखाया तो आप इजीली सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और इस कोर्स में मैंने 14 चैप्टर्स कवर करें, जिसमें हम लोग क्विजेस भी करेंगे और 2 प्रोजेक्ट्स करेंगे, जिसमें पहला जो प्रोजेक्ट होगा वो होगा एक लाइब्रेरी सिस्टम और दूसरा प्रोजेक्ट होगा गेस द नंबर गेम। इस कोर्स के सारे नोट्स एंड कोर्स जो भी मैंने इस पूरे कोर्स में लिख रखे हैं वो सब आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक में एक होगी, आप वहाँ पे क्लिक करके सीधे डाउनलोड कर सकते हैं सारे सारे नोट्स और सारे कोर्स। अगर आप डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लोग ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हैं डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, क्योंकि मैंने इस कोर्स में मोस्टली सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी भी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इस कोर्स में मैंने मोस्टली सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, क्योंकि मैं चाहता था कि आपको डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सीखनी तो आप ऐसा सीखें ताकि आप उससे ऐप डेवलपमेंट सीखना एकदम अच्छे से स्टार्ट कर सकें। इस वजह से मैंने इसमें मोस्टली सारे के सारे टॉपिक्स कवर करें, जिस वजह से ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को। डॉट का कोर्स स्टार्ट करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कर लेते हैं। सबसे पहला है कि डार्ट एसडीके डाउनलोड करना। तो मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, आप किसी भी ब्राउज़र में जाएँ और यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है डार्ट। तो डार्ट आपको सिंपली सर्च करना है। तो डार्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी ये आ रही है, आपको इसे ओपन कर लेना है। तो ये डार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं इसे। लेआउट इसका देखिए काफ़ी अच्छा है। बाकी आप ये नीचे आके आप बहुत सारी चीज़ें रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो डार्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें नीचे दी गई हैं। तो डार्ट वेबसाइट पे आके हमें क्या करना है कि डार्ट एसडीके को डाउनलोड करना है। तो गेट गेट डाटा यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले बता देता हूँ कि एसडीके है क्या। एसडीके का फुल फॉर्म होता है सिस्टम डेवलपमेंट किट। बेसिकली ये एसडीके के अंदर बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अपने डार्ट के काम करेंगे। मीन्स अपने डार्ट के जो कोड्स हैं वो सारी चीज़ें लिखेंगे और डार्ट कोड का जो एग्जीक्यूशन होगा वो सारा एसडीके से आएगा, एसडीके संभालेगा। और बहुत ही सारी चीज़ें होती हैं एसडीके के अंदर, ठीक है। डार्ट से रिलेटेड जो भी हम सारा काम करेंगे वो एसडीके के हेल्प से करेंगे। अगर ये डाउनलोड नहीं करेंगे तो हम लोग वो सारे काम नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हमें क्या करना होगा कि जो डार्ट का एसडीके है उसे अपने पीसी में डाउनलोड करना होगा। वही हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है सारे कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिनक्स, मैक ओएस और विंडोज़ के लिए। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपना वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे चूज़ करके देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें दिखाई गई कि आप कैसे कर सकते हैं। बट फॉर नाउ अगर आप यहाँ पे आए इंस्टॉलिंग द डॉट एच डी के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाई डाउनलोडिंग द एच डी के एज अ जिप फाइल। अगर आपको एज अ जिप फाइल डाउनलोड करना है डॉट एच डी के को तो आप वैसे भी कर सकते हैं। बाकी और भी अलग अलग वेज हैं जो कि आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। बट फॉर नाउ सबसे सिंपल है कि एच डी के डाउनलोड करना, आई मीन जो जिप फाइल है वो डाउनलोड करना। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो डाउनलोड द एच डी के एज अ जिप फाइल आ रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको दिखा रहा है यहाँ पे वर्जन्स, जो डॉट एच डी के हैं वो वर्जन। तो यहाँ पे 3 वर्जन अभी दिखा रहा है, यहाँ पे डॉट एच डी के SH8256 एंड ऑल, ओके। और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम दिखा रहा है। तो अगर आप लिनक्स यूज़ करते हैं तो लिनक्स, विंडोज़ तो विंडोज़, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ करेंगे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पे वर्जन है, सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है 2.18.0, मतलब इस टाइम के लिए तो अभी यही है। तो आपको सबसे लेटेस्ट वाला चूज़ करना है। फिर आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे 64 अगर आपका है 64 बिट तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है डॉट एच डी के पे। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर नाउ अगर मैं इसे क्या करता हूँ, अपने सी ड्राइव में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ इसे। तो ओके, तो यहाँ पे नहीं, तो यहाँ की जगह मैं क्या करता हूँ, इसे फॉर नाउ मैं इसे लस्से की गेम्स फ़ोल्डर में डाल देता हूँ। मैं ऐसे ही नॉर्मली डाल रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ भी कहीं भी डाल सकते हैं। इसका साइज़ 178 MB है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा
मेरे लिए तो नहीं लेगा, मेरा इंटरनेट काफ़ी फास्ट है। अगर आपका स्लो तो आपके में टाइम ये ले सकता है, ठीक है। सो ये जो डॉट एच डी के का जिप फाइल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। अब ये जिप फाइल जब डाउनलोड हो जाएगी तो हम लोग इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे कि डॉट एच डी के को अपने पाथ में कैसे ऐड करना है, ठीक है। तो थोड़े से और स्टेप्स हैं, बस वही करने हैं, फिर हमारा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे आके डॉट एच डी के को डाउनलोड कर लेना है, मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे ज़िप फ़ाइल भी डाउनलोड हो चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, अपना ब्राउज़र क्लोज़ करता हूँ, जाता हूँ अपने फ़ाइल मैनेजर में जहाँ पे मैंने डाउनलोड करा है ओएस में। तो ओएस के गेम्स में मैंने डाउनलोड करा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डार्ट का जो एसडीके है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो इसे हमें क्या करना है, इसे एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये ज़िप फ़ाइल है, तो ज़िप फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करूँगा। अब ये विनार की वजह से हो रहा है, तो आई होप आपको इतना आता होगा कि किसी ज़िप फ़ाइल को कैसे एक्सट्रैक्ट कर दें। तो मैंने इस पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर दिया और ये एक्सट्रैक्ट होना प्रोबेबली स्टार्ट हो गया होगा। तो हो सकता है अभी ये थोड़ा-सा लोड ले रहा, ओके ये स्टार्ट हो गया, ओके। तो आप देख सकते हैं ये एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया, बस ये थोड़ा-सा एकदम थोड़े सेकंड्स लेगा और ये हो भी जाएगा, इसका एक फ़ोल्डर बन चुका है। तो ये कंप्लीट हो जाने देते हैं, तो ओके। सो ये हो भी गया, ओके, हो गया ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एक फ़ोल्डर मिल गया डार्ट एसडीके। सो यही है हमारा एसडीके, ये जो बना है में डार्ट एसडीके यही है हमारा एसडीके। तो ये ज़िप फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ, उसका काम नहीं है। तो डार्ट एसडीके को अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं डार्ट एसडीके के अंदर, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने डार्ट के कोड्स लिखेंगे, उसे एग्जीक्यूट करेंगे और बहुत सारा काम करेंगे। तो अब मैं क्या, डार्ट एसडीके को आपको क्या करना है कि आपको किसी ढंग की जगह पर डालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे लेट्स से मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ प्रोग्राम फाइल्स में, ठीक है। प्रोग्राम फाइल्स में मैं यहाँ पे इसे कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और कंटिन्यू। तो यहाँ पे जो डॉट एच डी के है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं डी लिखूँ, ओके, सो ये रहा। नीचे यहाँ पे मैंने डॉट एच डी के को पेस्ट कर दिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग पेस्ट कर लीजिएगा। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो एसडीके डाउनलोड हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसका पाथ सेट करना है। पाथ सेट करना है, इसका मतलब क्या हो, जैसे जब हम लोग अपने कोड्स लिखेंगे डाट के, तो हम लोग उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो जहाँ पे हम लोग उसे एग्जीक्यूट करेंगे, अपने कोड को रन करेंगे, तो वो पूछेगा कि किसकी हेल्प से हम लोग इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे लेट्स से इंटरप्रेटर है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अपना जो कोड है उसे हम लोग उसकी हेल्प से कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे। तो ये जो काम होता है एग्जीक्यूशन का, कोड्स के एग्जीक्यूशन का काम होता है डॉट एसडीके में। तो डॉट एसडीके के अंदर ही क्या होता है, इंटरप्रेटर या कंपाइलर वही हमारे कोड्स को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, उसे एग्जीक्यूट कराता है। तो जहाँ पे भी हम लोग अपने कोड्स लिखेंगे वहाँ पे हमें बताना होगा कि हम लोग किसकी हेल्प से अपने कोड को रन करेंगे। तो हम लोग किसके हेल्प से अपने कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, डॉट एसडीके की हेल्प से। तो हमें वहाँ पे क्या करना होगा, बेसिकली कि बताना होगा कि हमारा डॉट एसडीके की लोकेशन ये है, यहाँ से डॉट एसडीके का यूज़ करके हमारे कोड को रन करो, ये काम होगा। तो इससे ही हमें क्या करना होगा कि डॉट एसडीके को सेट करना होगा उसके बाद में। सबसे पहले आपको डॉट एसडीके में आना है, फिर इसके अंदर जो बिन फोल्डर है इस पे क्लिक करना है। फिर इसके ऊपर जो इसका एड्रेस होता है, मीन्स इसकी जो लोकेशन होती है, आपको इस पे क्लिक करके इसे कॉपी कर लेना। ओके, इसे आपने कॉपी कर लिया। फिर आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे लिखना है आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल और फिर यहाँ पे आना है। फिर यहाँ पे एडवांस में आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। देन आपको पाथ में आना है, देन एडिट में आना है और यहाँ पे आपको ऐड कर देना है जो आपने लोकेशन अभी कॉपी करी है वो यहाँ पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ रहा, आपको न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी कर दीजिए, तो आपका ये जो लोकेशन कॉपी करा था वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद क्या करना है, आपको ओके पे क्लिक कर देना। ओके कर दिया हम लोग ने। फिर क्या करना है, ओके क्लिक करना है और ओके करना है। तो हमारा डार्ट एसडीके का पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया है। मैंने उसे पाथ में ऐड करना बता दिया, डाउनलोड करना बता दिया। सो ऐसे ही हम लोग को क्या करना है, डार्ट एसडीके को डाउनलोड करना है। तो इतना काम तो हमारा हो गया, डार्ट का काम हो गया। अब दूसरा मेन काम क्या है, दूसरा मेन काम है आईडीई। आईडीई क्या है, आईडीई बेसिकली क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर जहाँ पे हम लोग अपने सारे कोर्स लिखेंगे डार्ट के और उसे रन करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, विजुअल स्टूडियो कोड। ये एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम लोग अपने कोड्स लिखेंगे डार्ट के और हम लोग अपने कोड को रन करेंगे। अब आप अपने अकॉर्डिंग दूसरे आईडीई भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग विजुअल स्टूडियो कोड बेस्ट होता है, इस वजह से मैं क्या करूँगा, इसे यूज़ करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड को। तो आई होप आपको इतना तो आता होगा कि आप कोई सा सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सिंपली गूगल पे आके लिख देना होगा
जैसे मैं लिख देता हूँ कि विजुअल स्टूडियो कोड फॉर विंडोज 10। तो मैंने गूगल पे इतना डाल के सर्च करा, इसे मैं अगर ओपन कर लूँ, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप विजुअल स्टूडियो कोड की जो वेबसाइट है उसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे इसको डाउनलोड करने के लिए आपको दिखा रहा है 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एक विंडोज़, एक है हमारा लिनक्स, देन एक है मैक। तो अगर आपका विंडोज़ है तो विंडोज़, लिनक्स है तो लिनक्स, मैक है तो मैक। तो यहाँ पे विंडोज़ 8, 10, 11 आ रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बताएगा कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और जो आपका विजुअल स्टूडियो कोड है उसे डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे पूछने लगा डाउनलोड करने के लिए, तो फॉर नाउ मैं इसे नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। ओके, तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो फॉर नाउ अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है तो आप जैसे इस पे विंडोज़ वाले पे क्लिक करेंगे आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको बेसिकली सेव पे क्लिक करना होगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है। ठीक है, मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है। अब इतना काम हो गया, अब हमें क्या करना है कि ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है इसमें थोड़ा सा काम करना है। था अपने फोल्डर में, और यहाँ पे जो मैंने डार्ट का जो कोर्स बनाया है, कहाँ रहा, ये रहा डार्ट का जो कोर्स है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये फोल्डर मैंने बनाया है। ये फोल्डर आपको सारा मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे हम लोग सारे के सारे कोर्स लिखेंगे और उसके अंदर नोट्स भी होंगे, तो आपको नोट्स एंड कोर्स सारा मिल जाएगा। मैं ये फोल्डर आपको सीधे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि लेट्स से ये चैप्टर 0 है, ओके, चैप्टर 0 मैं इसे क्या करता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करता हूँ। तो इसको ओपन करने के लिए अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, तो इससे क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ओपन विद कोड। तो ओपन विद कोड क्या है, ये विजुअल स्टूडियो कोड है। अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड और इंस्टॉल करना नहीं आता, उसे सेटअप करना नहीं आता, तो आप सीधे यूट्यूब पे जा सकते हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड एंड इंस्टॉल सेटअप, ऐसे लिखेंगे तो आ जाएगा। यार अगर सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करना नहीं आता तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतना तो आपको आना ही चाहिए। बट अगर आपको स्टिल नहीं आता तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। एनीवेज, आई होप आप इतना कर सकते हैं। तो आपको विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है कि आपको किसी फोल्डर में आना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर में आ गया हूँ, फिर यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, देन यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ओपन विद कोड का। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि हमारा ये जो फोल्डर है इसके अंदर हमारा ये जो वीएस कोड है ये ओपन हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही करना है, राइट क्लिक करना है, देन ओपन विद कोड, और इस फोल्डर के अंदर वीएस कोड ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया। यहाँ पे चैप्टर 0 फोल्डर का नाम है जिसके अंदर हम लोग हैं, इस फोल्डर के अंदर हम लोग, तो वो दिखा रहा है। यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल बनी है, तो यहाँ पे वाली पीडीएफ फाइल भी दिखा रहा है। तो ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी फोल्डर के अंदर वीएस कोड का यूज कर सकते हैं। फिर वहाँ पे जब हम लोग फाइल बनाएंगे, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, ओके, तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बना दिया, लेट्स से CH0, ओके, CH0 डॉट, और यहाँ पे डॉट डॉट डॉट। तो डॉट डॉट मतलब हम लोगों ने इसका एक्सटेंशन लगाया। तो डॉट डॉट अब जब करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इसको बताया कि ये एक डॉट फाइल होगा। अगर आप एंड में इसके डॉट टीएक्सटी लगाते तो ये टीएक्सटी फाइल होता। तो मैंने डॉट डॉट लगाया, मतलब क्या हुआ कि ये एक डॉट की फाइल है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि डॉट के कोड्स लिखेंगे, इस वजह से मैंने इसे डॉट फाइल बनाया। तो इसे मैं ऐसे बंद कर देता हूँ और इसे मैं कट कर देता हूँ। तो वीएस कोड में ऐसे ही फोल्डर को ओपन करना है। ऐसे ही आप कोई सा फाइल बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाटा की फाइल बनाया। अब यहाँ पे एक मेन काम है जो एक्सटेंशन का, तो यहाँ पे आप एक्सटेंशन का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है डॉट, देन एंटर। तो एक्सटेंशंस क्या है, तो एक्सटेंशंस बेसिकली क्या करते हैं कि हमारे काम को इजी बना देते हैं। तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं आप डॉट का ऑप्शन आ रहा है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डॉट क्या है, एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन है इसलिए इससे क्या होगा कि जब हम लोग अपने डॉट्स के कोड्स लिखेंगे तो ये हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जैसे कि हमारा जो कोडिंग का स्पीड है उसे बढ़ा देगा। अब बढ़ाने से मतलब ये कि जैसे कि हमें कुछ कोर्स लिखने हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमें वो कोर्स प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो इससे हमारा जो स्पीड है कोडिंग करने का, कोर्स लिखने का डाट में, वो बढ़ा देगा। सो आपको डार्ट एक्सटेंशन को ऐसे ही यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आप इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप उसे सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका इंस्टॉल होगा तो ऑलरेडी यहाँ पे दिखाएगा, अगर नहीं होगा तो आपको क्या करना होगा, सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करके इसे इंस्टॉल करना होगा। ओके, सो डॉट एच डी के और
विजुअल स्टूडियो कोड का सेटअप करने के बाद अब हम लोग अपना कोर्स स्टार्ट का स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 0 जो फ़ोल्डर बनाया है उसके अंदर मैंने चैप्टर 0 का पीडीएफ बना के रखा है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र में इसका पीडीएफ। सो आप लोग सोच रहे होंगे चैप्टर 0 क्या होता है? 1, 2 होता है, 3 होता है, तो ये 0 क्या है? तो मैंने 0 बस इसलिए रखा है क्योंकि इसमें हम लोग बस डार्ट का जो इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे और उसमें मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बताऊँगा बस। इस वजह से मैंने इसको 0 नाम रखा है। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोलूँ तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और वहाँ पे लिखना है डार्ट और आपको एंटर कर देना है। ये क्या करेगा कि अगर अगर आपके पीसी में जो डार्ट एसडीके का लोकेशन हम लोग ने जो बिन फोल्डर में गए थे हम लोग डार्ट एसडीके के, वो अगर वो कॉपी करके आपने इससे एकदम सक्सेसफुली पेस्ट कर दिया होगा कहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स में, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में। तो आपने अगर पाथ ऐड कर दिया होगा अच्छे से सही से, तो यहाँ पे जब आप डार्ट ऐसे लिख के एंटर करेंगे तो डार्ट के जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। अगर आपने सही से नहीं करा होगा तो वहाँ पे आपको एक एरर मिलेगा। तो आपको सिंपली डार्ट लिखना है, देन एंटर क्लिक करना है। जैसे आप डार्ट लिख के एंटर करेंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ डार्ट और यहाँ पे डैट डैश वर्जन, तो इसका मतलब क्या होगा, जो डार्ट एसडीके का वर्जन है हमें यहाँ पे वो शो कर देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं डार्ट एसडीके का वर्जन यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आपने सक्सेसफुली एकदम अच्छे से पाथ ऐड कर दिया होगा तो आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। आपको ये कमांड देने पे ये सब देखने को मिल जाएगा, डार्ट डार्ट का वर्जन ऐसे। अगर आपने अच्छे से सही से नहीं करा होगा पाथ में ऐड उसका लोकेशन डार्ट एसडीके का, तो ये शो नहीं करेगा। मेक श्योर कि आपने अच्छे से कर दिया होगा सही से वो। तो ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि अपने नोट्स को ओपन करते हैं सीधे और स्टार्ट करते हैं चैप्टर 0, मतलब सबसे पहला जो चैप्टर हमारा सबसे पहला उसे स्टार्ट करते हैं, ये वाला कोर्स। तो सबसे पहला टॉपिक है डार्ट। डार्ट क्या है? डार्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइंड फॉर क्लाइंट डेवलपमेंट सच एज फॉर द वेब एंड मोबाइल एप्स। बेसिकली डार्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डिजाइन करी गई है क्लाइंट डेवलपमेंट के लिए, वेब एप्स के लिए, मोबाइल एप्स के लिए। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मोस्टली यूज होता है मोबाइल एप्स बनाने में। डार्ट प्रोग्रामिंग का आप अलग अलग जगह भी यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली वो मोबाइल एप्स डेवलपमेंट में यूज होता है। It is developed by Google and can also be used to build server and desktop applications. Dart प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गूगल द्वारा बनाई गई, गूगल ने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है और ये डेस्कटॉप के एप्लीकेशन और सर्वर एप्लीकेशंस बनाने में भी काम आ सकती है। Dart is an interpreted compiler language as Dart virtual machine acts as an interpreter and it can also be compiled into the native code to use with Node.js. Dart एक interpreted और कंपाइलर दोनों ही लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली इंटरप्रेटर या कंपाइलर क्या होते हैं, ये हमारे जो कोड्स होते हैं उन्हें कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, मीन्स 0 और 1 नंबर में, मीन्स बाइनरी नंबर में, ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। ये जो काम होता है यहाँ पे इंटरप्रेटर कंपाइलर, यहाँ पे जो डार्ट के कोड्स होते हैं वो दोनों ही तरीके से यूज करे जा सकते हैं। नीचे आते हैं। डार्ट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। डार्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है ये आगे हमें पता चल जाएगा, और क्लास बेस्ड क्या होता है ये भी आगे पता चल जाएगा। गार्बेज कलेक्टेड लैंग्वेज विद सी स्टाइल सिंटेक्स। डार्ट लैंग्वेज, अगर आपको सी आती होगी, सी लैंग्वेज, तो आप डार्ट बहुत इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि डार्ट का जो सिंटेक्स होता है वो थोड़ा क्या होता है, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा सी स्टाइल, जो सी होता है सी लैंग्वेज उसके जैसा होता है। इट कैन बिल्ड ऐप फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड iOS। सबसे मेन काम है डार्ट लैंग्वेज का क्या, कि डार्ट लैंग्वेज से हम लोग एंड्रॉयड और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम लोग ऐप्स बना सकते हैं। जैसे जैसे हमें अगर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऐप बनाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉटलिन या जावा लैंग्वेज का यूज़ करके बना सकते हैं। अगर हमें iOS के लिए बनाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्विफ्ट लैंग्वेज का यूज़ करके बना सकते हैं। बट अगर हमें एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए ही बनाना है,
एक ऐप, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। सो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऐप बनाने में हेल्प करती है। सो एक ये सबसे मेन पार्ट है इसका यही कि ये एंड्रॉयड और आईओएस दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऐप्स डेवलप कर सकती है। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो डार्ट के बारे में नॉलेज देख लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेन फंक्शन एंड प्रिंट। सो मेन फंक्शन एंड प्रिंट ये क्या होता है, ये समझने के लिए जाना होगा वीएस कोड में। तो मैं वीएस कोड ओपन करता हूँ। ये जो चैप्टर है मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। ये वाला जो हमारा जो वीएस कोड है, मैंने इसे क्या करा उस चैप्टर में उस वाले फोल्डर में ओपन करा है। यहाँ पे एक पीडीएफ है और यहाँ पे भी एक पीडीएफ है। तो यहाँ पे एक CH0 नाम का एक डार्ट फाइल है। तो उसे मैं बता देता हूँ कैसे बनाते हैं फिर से। तो यहाँ पे मैं चैप्टर का नाम दे देता हूँ, जैसे CH0 देता हूँ और डॉट। तो डॉट मीन्स मैंने लास्ट में क्या कर दिया कि इसे बता दिया कि डार्ट फाइल है। तो यहाँ पे एक डार्ट का हम लोग ने क्या कर लिया, डार्ट टाइप का एक फाइल बना दिया। यहीं पे हम लोग डार्ट के कोड्स लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो मेन फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले मेन फंक्शन की बात करते हैं। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है ये हम लोग आगे डीपली देखेंगे। बट फॉर ना बस आपको इतना जानना है कि मेन फंक्शन क्या है, कैसे दिखता है, इसका काम क्या है। तो मेन फंक्शन बनाने के लिए हमें लिखना होता है वाइड देन मेन, और यहाँ पे ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस और ब्रेसेस। ये है हमारा क्या, ये है मेन फंक्शन। अब नोट्स में अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये जो वाइड मेन है, ये जो फंक्शन है ये क्या है, ये एक एंट्री पॉइंट है। तो मेन क्या है, मेन फंक्शन का नाम है। वाइड क्या है, फंक्शन का टाइप है। और ये पूरा मेन फंक्शन एक एंट्री पॉइंट है। तो एंट्री पॉइंट से मतलब क्या हुआ, कंट्रोल्स एग्जीक्यूशन गेट्स कॉल्ड व्हेन प्रोग्राम या ऐप स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग। सो बेसिकली ये क्या करता है कि ये एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। तो इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डालता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर प्रिंट, और यहाँ पे लेट्स से मैंने लिख दिया टेक विद रेहान, ओके, और सेमीकोलन। तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाना होता है आपको। अगर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो एरर मिलेगा। तो यहाँ पे सेमीकोलन हमें लगाना पड़ेगा हर एक कोड लाइन के बाद, ओके, जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक स्टेटमेंट लगा दिया प्रिंट का, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसे कॉपी करके क्या करूँ, ये जो मेन फंक्शन के बाहर लगा देता हूँ। तो मेन फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला जो ब्रेस है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। तो इतना क्या है, ये मेन फंक्शन है। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके बाहर वाइड मेन फंक्शन के बाहर हम लोग कोई सा अपने डार्ट का कोड लिख रहे हैं, यहाँ पे वाइड मेन फंक्शन के बाहर। तो अगर हम लोग कोई सा कोड वाइड मेन फंक्शन, ये जो मेन फंक्शन है इसके बाहर लिखते हैं, तो ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमें एक एरर मिलेगा। सो हमें जो भी कोर्स लिखने हैं सारे के सारे कोर्स हमें अपने ये जो मेन फंक्शन है उसके अंदर ही लिखने होंगे। अगर हम लोग बाहर लिखेंगे तो हमें एक एरर मिलेगा। सो ये क्या होता है ना, एंट्री पॉइंट होता है। तो यहीं से जो एग्जीक्यूशन का हमारा सारा काम होता है यहीं से होता है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इसे वापस लाता हूँ। तो ये क्या करेगा कि इसके अंदर ये जो मेन फंक्शन के अंदर जितने कोड्स हैं ये सिर्फ उसे ही एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाहर जो लिखा है ये सारी चीजें रन नहीं होंगी, हमें एक एरर मिल जाएगा अगर हम लोग ऐसा करेंगे। तो अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि हम लोग जो भी कोर्स लिखेंगे वो मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे। अब जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा, सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि वॉइड मेन फंक्शन के अंदर ही हमें सारे कोर्स लिखने हैं, बाहर नहीं लिखने, क्योंकि हमें एक एरर मिलेगा। ठीक है, तो इसे मैं हटा देता हूँ। तो यही था मेन फंक्शन। ये क्या है कि एक एंट्री पॉइंट है जिसके अंदर हमें अपने सारे कोर्स लिखने, इसके बाहर हमें नहीं लिखने। अब इसका टाइप क्या है, ये नेम क्या है, ये सब भूल जाइए। अब फंक्शन हम लोग आगे डीपली देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो अगर अब मैं बता देता हूँ ये जो प्रिंट स्टेटमेंट मैंने डाला है ये क्या करता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंट, और यहाँ पे टेक विद रेहान। अगर मैं यहाँ पे नोट्स में दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट फंक्शन प्रिंट्स व्हाटएवर इज गिवन टू प्रिंट। तो प्रिंट मतलब क्या होता है, प्रिंट मतलब कुछ प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे प्रिंट हमारा प्रिंट आउट होके नहीं मिल जाएगा, ठीक है, तो प्रिंटर की जरूरत नहीं है हमें। तो प्रिंट का मतलब बेसिकली यहीं पे है कि जो मैंने इसके अंदर बोला है वो हमें शो कर दो, वो हमें प्रिंट कर दो, ऐसे समझ लीजिए। तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे ये मैंने टेक विद रेहान लिखा है, अगर मैं और कुछ लिख दूंगा तो हमें और कुछ प्रिंट होके मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सीधे से रन करता हूँ। तो रन करने के लिए अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आइकन दिखा रहा है रन का। तो अगर मैं क्या करता हूँ, अगर एक्सटेंशन में जाऊँ, एक्सटेंशन में यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ रन, ओके, और एंटर कर देता हूँ रन। तो रन नाम का एक क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। तो रन ये रहा, कोड रनर, ना कि रन।
तो कोड रनर एक क्या होता है, एक्सटेंशन होता है जो कि हमें ये आइकन दे देता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कोड्स को सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे और हमारा कोड रन हो जाएगा। सो अगर आप इससे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कर लें, ताकि आप एक क्लिक करें हमारा कोड रन हो जाए। ओके, बाकी दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पे आए और इसे राइट क्लिक करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर रन कोड आ रहा है, इस पे क्लिक करके भी आप रन कर सकते हैं। तो फॉर नाउ मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद हमारा कोड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। जो हम लोग ने यहाँ पे जो भी कोड्स लिखे हैं ये सब एग्जीक्यूट होने लगेगा। जो भी काम करने के लिए हम लोग ने कोड्स लिखे हैं वो काम होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा है क्या, ये प्रिंट करने का, तो ये प्रिंट करने का कोड एग्जीक्यूट होने लगेगा और हमें इसका काम जो भी है वो मिल जाएगा। इसका काम अभी क्या है, जो हम लोगों ने कोड लिखा है उसका काम क्या है कि ये प्रिंट करना इसका काम है। तो जैसे ही हम लोग अपने कोड को रन करेंगे तो हमें ये प्रिंट होके मिल जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे मिल चुका है। अगर आप यहाँ पे देखें तो टेक विद रेहान हमें यहाँ पे मिल गया है। तो ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली क्या है, एक टर्मिनल है। टर्मिनल मीन्स कि जो भी हम लोग अपने कोड्स लिखेंगे उसका आउटपुट हमें यहाँ पे शो होगा। जो भी हम लोग अपने कोड में लिखेंगे, लाइक जो भी काम हमारे कोड में होगा वो काम हमारा यहाँ पे शो होगा। जैसे मैंने इसको एक काम बोला था कोड के वे में, मैंने एक कोड लिखा, मैंने बोला कि प्रिंट कर दो क्या, प्रिंट कर दो ये टेक विद रेहान, और इसने क्या कर दिया, ये प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दूँ, ठीक है, ऐसे मैं कुछ भी डाल देता हूँ और फिर से रन करता हूँ इसे, फिर से मैंने रन करा तो पहले ये आ रहा था टेक विद रेहान, अब मैंने उसे चेंज करके ये डाल दिया तो अब हमें ये प्रिंट होके मिल गया। सो बेसिकली प्रिंट का क्या काम होता है, जो भी उसको दे देंगे आप प्रिंट करने के लिए वो उसे प्रिंट कर देगा। फॉर्ना में इसे फिर से ये कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे दो क्वाड लगे हैं अगल बगल, तो ये बेसिकली क्या होता है, एक स्ट्रिंग, उसे आप भूल जाइए अभी, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी होता है डबल क्वाड के अंदर वो यहाँ पे ये प्रिंट कर देता है। सो पहला टॉपिक हमारा हो गया। अब ये टर्मिनल को मैं क्या करता हूँ, कट करता हूँ। यहाँ पे कट का ऑप्शन है, यहाँ पे डिलीट, इसको डिलीट कर देंगे तो ये वाला टर्मिनल डिलीट हो जाएगा। आई मीन डिलीट हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कोड रन करेंगे दोबारा तो ये शो नहीं होगा, बस यहाँ से हट जाएगा। तो फॉर नाउ मैं इसे क्रॉस पे क्लिक करके कट कर देता हूँ। तो अगर मैं नोट्स में वापस आऊँ, बाय द वे नोट्स बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ लिख रखी है रेड पेन से। इसका आउटपुट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख रखा है। सो ऐसा ऐसा कोड आपको शायद ही कहीं भी मिले। सो ये कोड आपके लिए, ये नोट्स आई मीन ये नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं फॉर श्योर। तो ये वाला टॉपिक हो गया। मेन फंक्शन ऑफ प्रिंट क्या होता है मैंने बता दिया। बाय द वे ये प्रिंट प्रिंट भी एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो मैं नीचे आता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट आर दैट पार्ट ऑफ प्रोग्राम दैट डोंट एग्जीक्यूट्स। सो कमेंट्स वो क्या होते हैं, वो पार्ट होते हैं हमारे प्रोग्राम के। प्रोग्राम क्या होता है, ये जो हमने कोड लिखा है ये प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम मीन्स जो कुछ करे, जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया जो कि प्रिंट करता है क्या, ये तो ये हुआ एक प्रोग्राम। तो प्रोग्राम बेसिकली यही होता है। तो अगर आप पोज बोलें प्रोग्राम बोलें तो उसे एक ही चीज बोला जा सकता है। सो कमेंट्स क्या होते हैं, वो पार्ट होते हैं हमारे कोर्स के जो कि एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। इट इज यूजुअली यूज्ड टू एक्सप्लेन समथिंग इन प्रोग्राम। सो ये बेसिकली किस यूज में आता है कि हम लोग जब अपने कोड में कुछ लाइक हम लोग कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जैसे ये मैंने प्रिंट लिखा है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं भूलूं ना कि ये कोड क्या करता है, इसका कोड का मतलब क्या हुआ। जैसे अभी तो ये इजी कोड है, बट मान लीजिए बहुत ही लंबा कोड लिखा है और बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजिंग है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि ये कोड क्या करता है। तो इसके साइड में मैं आके यहाँ पे एक कमेंट डाल सकता हूँ, ठीक है। तो कमेंट डालने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे डबल स्लैश, ऐसे डबल फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि प्रिंट फंक्शन प्रिंट्स वॉट एवर इज गिवन टू प्रिंट। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि एक मैंने यहाँ पे एक कमेंट डाल दिया। ये क्या है, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको शो हो रहा है ये एक कमेंट है, यही होता है कमेंट। तो यहाँ पे मैंने एक कमेंट डाल दिया एक्सप्लेन करने के लिए कि ये वाला जो कोड है वो किस काम में आता है, इस काम में आता है। इसको आप ऊपर लिखें नीचे लिखें कहीं भी लिखें, बेसिकली ये कमेंट है। तो मैंने बोला था कि कमेंट जो होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। एग्जीक्यूट नहीं होता इसका मतलब क्या हो, जैसे मैं अगर अपने कोड को फिर से रन करता हूँ, तो मैंने जब अपने कोड को फिर से रन करा तो हमें कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे टेक विद रेहान डाला था वही हमें यहाँ पे शो हो गया। क्यों डिफरेंस नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारा कोड को एग्जीक्यूट करता है, जैसे इंटरप्रेटर या कंपाइलर है हमारे कोड को एग्जीक्यूट करेगा, वो ये जो है ये कमेंट है इसे स्किप कर देगा। ये इससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी इंटरप्रेटर या कंपाइलर है उसको कमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इससे ये स्किप कर देगा, इससे ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो आप इसमें कुछ भी लिख दें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें ऐसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये बेसिकली एक कमेंट है, ठीक है।
तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बेसिकली क्या करना, जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम लोग जब कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हम लोग एक कमेंट डाल सकते हैं। तो यही होता है कमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे 2 टाइप के कमेंट्स हैं, एक है सिंगल लाइन कमेंट, एक है मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ नीचे, यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग की तरह डाल देता हूँ यहाँ पे कमेंट्स। ओके, और यहाँ पे भी एक हेडिंग की तरह डाल सकता हूँ मैं। ओके, डीबग पे क्लिक हो गया, मैं इसे बंद कर देता हूँ ऐसे। ओके, तो इवन तो ये स्टार्ट हो गया, तो मैं इससे क्या करता हूँ, लेट इट बी। जो मुझे बताना है यहाँ पे मुझे कमेंट डालना है, तो यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ कि ये है मेन फंक्शन, और इसे ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हेडिंग की तरह काम कर रहा है, इसे मैं कट कर देता हूँ। तो अगर मैं नीचे आऊँ कमेंट्स, यहाँ पे मैंने एक हेडिंग डाल दी। सबसे पहले देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, यहाँ पे मैंने डाला इट्स सिंगल लाइन कमेंट, तो यहाँ पे मैंने डबल स्लैश लगाया, यहाँ पे लिखा इट्स सिंगल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन से पता चल रहा है कि सिंगल लाइन मीन्स एक लाइन। तो सिंगल लाइन कमेंट मीन मतलब कि सिंगल लाइन में कमेंट, जैसे ये एक लाइन हुआ पूरा, यहाँ पे आप एक कमेंट डाल दें। जैसे ये एक सिंगल लाइन है, अगर मैं एंटर मारूं और यहाँ पे कुछ लिखूं तो ये कमेंट नहीं है, सिर्फ ये कमेंट है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल लाइन कमेंट है। सिंगल लाइन कमेंट के लिए क्या यूज करना पड़ता है, डबल फॉरवर्ड स्लैश। तो इसके आगे आप कुछ भी लिखेंगे, ये सब का सब क्या होगा, ये सारे के सारे कमेंट होंगे। एक लाइन में आप जितना लिख सकते हैं लिख दें, वो पूरा सिंगल लाइन कमेंट होगा। बट अगर आप दूसरे लाइन में लिखते हैं तो वो कमेंट नहीं होगा। बट इसके पहले आपने अगर डबल स्लैश लगा दिया तो अब क्या हुआ कि ये वाली लाइन भी कमेंट के लिए बन गई है, कि अब इसमें भी आप कमेंट डाल सकते हैं। अगर ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं रहेगा तो कमेंट ये नहीं होगा। तो ये डबल फॉरवर्ड स्लैश कमेंट लिखने के लिए काम आता है। ओके, तो यही होता है सिंगल लाइन कमेंट। ये मैं अननेसेसरी जो मैंने लगाया इसे हटा देता हूँ। अब मल्टी लाइन कमेंट देखते हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट कैसे, मल्टी लाइन कमेंट, तो मल्टी लाइन कमेंट से पता चल रहा है कि एक लाइन से ज़्यादा, जैसे मैंने एक फॉरवर्ड स्लैश लगाया स्टार, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मल्टी, देन एंटर, देन लाइन, देन एंटर, देन कमेंट। ओके, ऐसे फिर मैंने इसे बंद कर दिया। तो मल्टी लाइन कमेंट से पता चल रहा है कि एक लाइन से ज़्यादा मीन्स यहाँ पे आप दे सकते हैं एक कमेंट ये डाला मैंने एक लाइन में, दूसरी लाइन में मैंने ये कमेंट डाला, तीसरी लाइन में मैंने ये कमेंट डाला। तो अगर हम लोग एक लाइन से ज़्यादा लाइनों में कमेंट डालना चाहते हैं तो हम लोग फॉरवर्ड स्लैश और स्टार का यूज़ करके ऐसे डाल सकते हैं। फिर उसे बंद भी करना होता है, पहले स्टार देन फॉरवर्ड स्लैश अगेन। सो ऐसे ही मल्टी लाइन कमेंट बनता है। तो ये जो चैप्टर 0 तो हमारा फिनिश हो गया। मैंने यहाँ पे डार्ट का इंट्रोडक्शन दिया, फिर मैंने मेन फंक्शन और प्रिंट जो होता है प्रिंट फंक्शन वो दोनों बताया, फिर मैंने आपको कमेंट्स बताए। सो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें जो कि पता होनी चाहिए, इस वजह से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। तो ये जो कोर्स है नोट्स है ये सब आपको मिल जाएगा। ये जो फ़ोल्डर है मैं आपको पूरा प्रोवाइड कर दूँगा लिंक में, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कोर्स का जो फ़ाइल है डार्ट फ़ाइल वो भी मिल जाएगा, और आपको ये जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगा। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आई होप आपको कि बेसिक से जो चीज़ें हैं डार्ट की वो समझ में आ गई होगी। सो चैप्टर 0 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक्स देखे और हम लोगों ने क्या देखा, इंट्रोडक्शन डार्ट का। तो चैप्टर 0 कंप्लीट होने के बाद अब चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। तो इसका पीडीएफ जो है मैं ब्राउजर में अपने ओपन करता हूँ। ओके, तो ये चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ये पूरा एक बेस होगा। बेसिकली ये जो चैप्टर होगा इसमें जो भी चीज़ें होंगी वो आप मोस्टली हर जगह यूज़ करेंगे। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको एकदम ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद जितने भी चैप्टर्स आते जाएंगे बेसिकली सब इंपॉर्टेंट होंगे। सो आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर में अच्छे से ध्यान देना है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको मैं अब इस ये जो यहाँ पे चैप्टर 1 का मैंने पीडीएफ डाल रखा है जिस फोल्डर में, उसको मैं अपने वीएस कोड में भी ओपन कर लेता हूँ और फाइल मैनेजर को बंद कर देता हूँ। तो इस चैप्टर का नाम है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो वेरिएबल्स सबसे पहला ही टॉपिक है वेरिएबल्स। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर कंटेनर्स टू स्टोर वैल्यूज इन इट। वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक कंटेनर होते हैं उसके अंदर कोई सी वैल्यू स्टोर करने के लिए। अब वैल्यू क्या है? वैल्यू जैसे किसी का नाम हो गया, किसी का लाइक कोई सा नंबर हो गया, कोई सा डेसिमल नंबर हो गया, तो ये सारे वैल्यूज होते हैं। तो ये सारे वैल्यूज किसी चीज में स्टोर करना, तो जिस चीज में हम लोग स्टोर करेंगे उसे बोलते हैं वेरिएबल्स, जो कि एक कंटेनर्स की तरह काम करता है। इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और ये डिफरेंट टाइप्स का भी हो सकता है। अब इसको वेरिएबल्स को अच्छे से समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, अब इसको डिटेल में समझाता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट यार। सो लेट्स से कि हमारे पास एक बॉक्स है। ओके, ये एक बॉक्स है और इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं। तो लेट्स से ये इसके अंदर ये वैल्यूज हैं। ओके,
इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, कुछ वैल्यूज डाल दी, मीन्स ये बॉक्स है, इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें डाल दी। अब ये जो हमारा ये कंटेनर है, ओके, इसको मैं कंटेनर से डिफाइन करता हूँ, ये है कंटेनर, ओके, मैं सिर्फ कौन लिख देता हूँ। और ये क्या है, ये है इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, ठीक है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो हैं, जो भी चीज़ें इसके अंदर हैं, तो ये है एलिमेंट, इतना सिर्फ लिख देता हूँ। क्या मतलब डॉक्टर जैसी राइटिंग है, एनीवेज इस पे ऐसे बनती है। ओके, तो ये कंटेनर है और ये क्या है, इसके अंदर ये है वैल्यूज। तो ये जो कंटेनर है इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल, तो इसको मैं दूसरा कलर चूज करता हूँ इसके, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं वेरिएबल्स, ओके, वेरिएबल। और ये जो एलिमेंट है हमारा, ये क्या है, ये है उस वेरिएबल की वैल्यू, तो इससे मैं वैल्यू लिखता हूँ ऐसे। तो एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हम लोग कुछ चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, ठीक वैसे ही वेरिएबल भी काम करता है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक कंटेनर है जिसके अंदर हम लोग कुछ चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, और वो चीज़ें क्या होगी, वो चीज़ें होंगी वैल्यूज़। वैल्यूज जैसे लेट्स से हो गया किसी का नाम, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक नाम डाल दिया, ये हो गया टॉम, तो ये एक वैल्यू है। मैंने एक नंबर डाल दिया 10, तो ये एक वैल्यू है। मैंने 1.1 डाल दिया, तो ये क्या है, वैल्यू। सो ये सारी वैल्यूज स्टोर करने के लिए कंटेनर में तो हम लोग वेरिएबल्स को यूज करते हैं। तो वेरिएबल एक कंटेनर हो गया, ये जो वैल्यूज हैं इसके अंदर, ये हो गई इस वेरिएबल के कंटेंट, मतलब उस वेरिएबल के अंदर जो चीजें हैं वो हो गई। तो बेसिकली यही होता है वेरिएबल्स, और ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग वेरिएबल बना के देख लेते हैं कि ये वेरिएबल बनता कैसे है और इसको कैसे यूज करते हैं और वो सारी चीजें देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फाइल बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरिएबल्स, या मैं ch ऐसे वन कर देता हूँ, ओके, और डॉट डॉट। तो यहाँ पे मैंने एक डॉट फाइल बना ली, यहाँ पे कोड लिखेंगे, तो इसका साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए अच्छे से, तो और बढ़ाता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्या करना रहता है, एक मेन फंक्शन, क्योंकि इसी के अंदर सारे कोड लिखेंगे हम लोग, तो ये मेन फंक्शन हो गया, ओके। इसका साइज थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, मैं इससे कट करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स, तो यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल देता हूँ, वेरिएबल्स। अब यहाँ पे कोड लिखते हैं, तो वेरिएबल्स बनाते कैसे हैं वेरिएबल, तो अगर मैं नोट्स में आऊँ, तो नोट्स में अगर आऊँ तो ये क्या है, ये है एक वेरिएबल। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको लिखता हूँ, तो पहले मैंने यहाँ पे लिखा वेर, फिर मैंने क्या करा कि जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल का नेम क्या होगा, लेट्स से वेरिएबल का नाम है नेम, ओके। और इस वेरिएबल में हम लोग स्टोर करना चाहते हैं एक नाम, तो मैंने इसके अंदर नाम स्टोर कर दिया स्टीव, और इसके बाद हमें क्या लगाना है, सेमी कोलन। तो यहाँ पे सेमी कोलन आपको लगाना होगा, अगर नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा, ओके। तो ये वेर है, ये नेम है, और यहाँ पे एक असाइन ऑपरेटर इक्वल्स टू का, और ये है वैल्यू। अब इन चीज़ों को मैं बताता हूँ, ये वेर क्या है, वेर है एक आइडेंटिफायर, मीन्स ये बता रहा है कि ये एक वेरिएबल है। ये वेर बेसिकली क्या है, इस वेरिएबल का टाइप है। तो डेटा टाइप हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वेर से अभी आप ये समझ लीजिए कि वेर क्या है, ये जो हमारा वेरिएबल है नेम, इस वेरिएबल का टाइप है। अब वेर कैसे यूज करते हैं, आगे क्या है इसके बारे में लोग आगे बढ़ेंगे, बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि वेर है इस वाले वेरिएबल का टाइप, ओके। तो ये वेरिएबल क्या है, ये जो नेम है ये क्या है, ये है हमारे वेरिएबल का नाम। अब ये नेम हो सकता है, आप इसको नाम डाल दें ऐसे, या आप इसको ऐसे डाल दें, आपकी मर्जी, आप ये वेरिएबल का नाम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, बट आपको वैसे ही चूज करना है जो लाइक सेंस करे, ठीक है। तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल बना रहा हूँ नेम स्टोर करने के लिए, तो इसका नाम मैं रख दूंगा नेम, तो आपको ऐसे रख देना है। अब इसका नाम अपने अकॉर्डिंग लाइक गलत नहीं कर सकते, लाइक मैंने अगर यहाँ पे 3 रख दिया, यहाँ पे ऐसे नेम कर दिया, तो ये एक गलत है, क्यों, क्योंकि हम लोग कोई सा वेरिएबल किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने यहाँ पे डॉलर का साइन लगा दिया, तो अब क्या ये सही है, तो अब ये ऐसा हो सकता है, राइट। तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे अंडर स्कोर से अगर मैं ऐसे कर दूँ नेम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको क्या कर दूँ, नेम अंडर स्कोर, अगर मैं ऐसे कर दूँ तो ये भी ठीक है, ओके। तो फॉर नाउ मैं क्या कर देता हूँ, इसे नेम कर देता हूँ। तो ये नेम क्या हो गया, एक वेरिएबल का नाम है। और ये जो स्टीव है ये क्या है, ये है इस वेरिएबल की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक वेरिएबल बना दिया, तो ये क्या है, ये एक वेरिएबल। अगर मैं नोट्स में ओपन करूँ तो यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है वेर आइडेंटिफाई, जो बता रहा है वेरिएबल का टाइप। नेम क्या है, नेम है वेरिएबल का नाम। स्टीव क्या है, वैल्यू है, ये जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू है। तो यही मिल के बनाता है एक वेरिएबल। तो मैंने क्या करा, ये जो स्टीव है, स्टीव को मैंने स्टोर कर दिया
नेम में। अब लेट्स से अगर यहाँ पे स्टीव ना नाम को हो के ऐसे होता, ओके, और मैं क्या चाह रहा था कि ये जो नेम है मैं उसे प्रिंट करना चाह रहा था कि 10 जगह, तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे ये स्टीव जो है ऐसे ही 10 जगह लिखना पड़ता। बट अगर मैंने इसको नेम के अंदर स्टोर कर दिया तो मैं डायरेक्ट प्रिंट कर दूंगा नेम, तो यही प्रिंट होके मिल जाएगा। तो ये जो वेरिएबल होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं। तो आपको जब कुछ स्टोर करना है तो आप वेरिएबल का यूज करें। अब ये मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज करा, स्ट्रिंग क्या होता है वो सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। तो ये अभी इतना जान लीजिए कि एक वैल्यू है, तो यही हमारा होता है वेरिएबल। वेरिएबल बन गया हमारा। अब क्या करना है, इस वेरिएबल को यूज करना। लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम है ये प्रिंट हो जाए, ये जो स्टीव है वो प्रिंट हो जाए, तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, स्टीव को प्रिंट करना है। तो जब मैं इसको ऐसे लिख दूँ और रन करता हूँ अपने कोड को, ओके, तो अगर मैं ऐसे स्टीव को प्रिंट कर दूं तो हमारा जो स्टीव है वो प्रिंट होके मिल जाएगा। तो जब हम लोग स्टीव ऐसे प्रिंट कर रहे हैं तो मैंने नेम वेरिएबल क्यों बनाया। तो अगर आप क्या कर रहे हैं कि अगर स्टोर कर रहे हैं यानी नेम को किसी वेरिएबल में, तो आप उसे डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं नेम यहाँ पे पुट करके। जैसे फॉर यहाँ पे स्टीव आ रहा, ओके, अगर मैं क्या करूँ ये स्ट्रिंग हटा दूँ, इसे स्टीव को हटा दूँ और यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ, फिर क्या आउटपुट आएगा, रन करता हूँ फिर से कोड को, ओके। तो जब मैंने कोड को फिर से रन करा तब हमें फिर से प्रिंट होके मिला स्टीव। क्यों, क्योंकि ये जो नेम हम लोग प्रिंट कर रहे हैं इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है स्टीव। अगर मैं यहाँ पे जैसे 100 कर देता हूँ, ओके, यहाँ पे मैंने कर दिया 100, अब रन करता हूँ। तो अब जब मैं इसे रन कर रहा हूँ वापस, तो यहाँ पे हमें इसका आउटपुट क्या मिलेगा, 100। तो यहाँ पे अभी ये रन हो रहा है तो इसका आउटपुट मिल गया हमें 100। सो बेसिकली ये जो वेरिएबल हम लोग प्रिंट करेंगे उसकी जो वैल्यू होगी वो हमें प्रिंट होके मिल जाएगी। मैं नेम प्रिंट कर रहा हूँ तो ये नेम ऐसे प्रिंट नहीं होगा, इसके अंदर जो है ये जो वेरिएबल है इसके अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट होके मिलेगी। तो इसको मैं वापस से स्टीव कर देता हूँ। ये 100 क्या था, 100 एक इंटीजर था, जो आगे देखेंगे हम लोग कि इंटीजर क्या होता है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू हम लोग प्रिंट ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे। जैसे मुझे नेम को ऐसे लिखना है, नेम इज, देन यहाँ पे एक स्पेस लगाता हूँ और यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया, फिर मैंने नेम कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या करा, तो इससे कट कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि दो अलग अलग चीजें यूज करी। जैसे नेम इतना क्या था, इतना एक स्ट्रिंग था, फिर उसके बाद ये क्या है, ये एक वेरिएबल है। तो जब हम लोग दो चीजें अलग अलग यूज करना चाहते हैं तो हम लोग प्लस लगा दें। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, नेम इज और एक स्पेस, फिर और इसी के साथ साथ क्या प्रिंट करो, नेम भी प्रिंट करो। तो हम लोग यहाँ पे दो चीजें प्रिंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं प्लस लगा के एक नेम और लगा सकता हूँ, या अलग से मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ऐसे कर दूं, अगर मैं फिर यहाँ पे प्लस लगा दूं फिर नेम लिख दूं। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, प्लस लगा लगा के चीजें बढ़ा सकते हैं जो जो भी हम लोग प्रिंट कराना चाहते हैं। तो इसे मैं कट कर देता हूँ ऐसे, ओके। तो ये नेम हम लोग ने एक्सटर्नली ऐसे यूज करा है, ऐसे प्रिंट करा है, जो भी हम चाहते हैं यहाँ पे प्रिंट करना हम लोग कर सकते हैं स्ट्रिंग में। और ये जो नेम है हम लोग ने यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया है। अब अगर इससे मैं रन करता हूँ, तो मैंने रन कोड करा, ओके, तो इसका आउटपुट हमें मिलेगा। पहले तो ये नेम प्रिंट होके मिलेगा जो स्टीव था, और उसके बाद ये नेम इज नेम। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है नेम इज, और ये जो वेरिएबल था ये इसके अंदर जो वैल्यू थी स्टीव वो यहाँ पे प्रिंट होके मिल गई। अब यहाँ पे मैं अगर स्पेस ना लगाऊं इसके बाद, इसको मैं ऐसे कर दूं, फिर से रन करता हूँ कोड को, तो मैंने स्पेस यहाँ पे नहीं लगाया और इसको वापस से रन करा, तो आप देख सकते हैं ये इज और स्टीव एक साथ मिल चुके हैं। तो मैंने स्पेस इसीलिए लगाया था कि यहाँ पे एक स्पेस आ जाए, ये इस के बाद एक स्पेस आ जाए। तो अगर मैंने इसके बाद एक स्पेस नहीं लगाया तो क्या हुआ, इसके तुरंत बाद क्या हो गया, ये नेम प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे एक स्पेस लगा लेना है ऐसे, ओके। तो इसे मैं बंद कर देता हूँ। तो वेरिएबल को कैसे प्रिंट करना है, उसके साथ कोई चीज़ ऐड करनी है स्ट्रिंग, तो वो कैसे होती है मैंने वो भी बता दिया। तो वापिस से अगर मैं नोट्स में आऊँ तो यहाँ पे भी मैंने यही बता रखा है कि प्रिंटिंग वेरिएबल्स या वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मैंने बता दी। यहाँ पे इसका आउटपुट बता दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। प्लस इज यूज्ड व्हेन प्रिंटिंग डिफरेंट थिंग्स। तो ये नेम इज एक स्ट्रिंग है और ये क्या है, एक वेरिएबल, ओके। फिर इसके बाद अब देख सकते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स। अब हम लोग क्या बनने वाले, ये जो चैप्टर का नाम था वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स हम लोग ने देख लिया। अब देखते हैं कि ये डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो अगर मैं नीचे आऊँ, बिल्ट इन डेटा टाइप्स आर द टाइप्स ऑफ डेटा। सो सबसे पहले डेटा टाइप्स बताता हूँ, कोई डेटा टाइप क्या होता है। अब डेटा क्या होता है, डेटा जैसे ये स्टीव है ये एक डेटा है, ओके। जैसे ये स्टीव है ये क्या है, ये एक डेटा ही तो है। ये क्या एक नेम है, ये एक डेटा है, ओके। तो इसका जो टाइप होगा वो क्या होता है, तो जैसे ये एक क्या है, ये एक डेटा है, इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है एक स्ट्रिंग। अगर यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ 100, तो ये क्या है 100, 100 है एक
डेटा, इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4, ये जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं इंटीजर। सो जो डेटा का टाइप होता है उसे बोलते हैं डेटा टाइप। सो इससे फॉर्मूला मैं वापस ऐसे कर देता हूँ। ओके, ऑलराइट। और अगर मैं वापस से नोट में आऊँ तो यहाँ पे लिखा है आर द टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा टाइप्स आर द टाइप्स ऑफ डेटा बिल्ड इन, डेटा टाइप्स आर ऑलरेडी बिल्ट इन। सो ये जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये ऑलरेडी हमें डाटा के साथ मिलते हैं, इसमें ऑलरेडी ये बिल्ट होता है, हमें इसे अलग से कहीं से डाउनलोड या इंपोर्ट वगैरह नहीं करना पड़ता है। तो वही होते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स। अब हम लोग देखते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स कुछ। तो सबसे पहला है क्या है, इंट। तो इंट क्या होता है, इंट मैंने बताया आपको क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे इंटीजर वैल्यूज होते हैं, नंबर्स, उन्हें ही बोलते हैं इंट। तो इंट क्या है, इंट है एक डेटा टाइप। इंट इज यूज ओनली फॉर इंटीजर डेटा। तो जब हम लोग इंटीजर डेटा डालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इंट का यूज करते हैं। तो मैं वापस से कोड में आता हूँ, यहाँ पे एक कमेंट लगा देता हूँ, डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स। ओके, और यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहले इंट देखते हैं। तो अगर मैं इंट बनाना चाहता हूँ, ओके, अगर मैं नोट्स में आऊँ यहाँ पे, तो सबसे पहले मैंने वैर लिखा है। तो वैर को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, हालांकि इसको आगे भी देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वैर, देन यहाँ पे लिखा मैंने एन इज इक्वल टू 100। तो जब मैंने ये करा तो ये 100 क्या है, 100 है एक इंटीजर। ओके, 100 है एक इंटीजर। तो अगर मैं नोट्स में आऊँ, यहाँ पे मैंने जो वैर को डिफाइन करा, व्हेन वेरिएबल कैन बी ऑफ एनी टाइप। तो वैर का यूज हम लोग तब करते हैं जब जो हमारा जो वैल्यू है वो किसी भी टाइप का होता है। जब वो एक नंबर भी हो सकता है, वो एक स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो एक फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स डेसिमल पॉइंट नंबर भी हो सकता है। सो जो वैर हम लोग तब लगाते हैं जब हमारा जो डेटा होता है वो किसी भी टाइप का हो सकता है। तो फॉर नाउ अगर मैं इसे नंबर कर दूं, ओके, तो ये वेरिएबल ऐसे बनता है। ये 100 क्या है, 100 एक इंटीजर वैल्यू हो। तो फॉर नाउ मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। इसके बाद बताता हूँ इंट। तो इंट डेटा टाइप के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले इसका टाइप लिखना होगा। फिर यहाँ पे मैं अगर नम लिख दूं ऐसे, देन यहाँ पे मैं एक नंबर डाल देता हूँ। तो अगर मैंने आपको याद हो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये जो वैर है, वैर क्या है, वैर है हमारे जो वेरिएबल है उसका टाइप। ठीक वैसे ही यहाँ पे मैंने इंट लिखा है। इंट क्या है, इंट है हमारे वेरिएबल का टाइप। वेरिएबल का टाइप मीन्स वेरिएबल की जो वैल्यू है 1000, इसका टाइप क्या है, इसका टाइप इंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये क्या है, एक टाइप। तो जब हम लोग एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे वेरिएबल में, तो हम लोग यहाँ पे इंट डिफाइन करेंगे। तो इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा, इंट, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट डिफाइन कर दिया। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं कि एक इंटीजर की जगह एक स्ट्रिंग डाल दूं, तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाल दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एरर आ रहा है। तो अगर मैं क्लिक करके थोड़ा सा माउस को मूव करूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है अ वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कैंट बी असाइंड टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया इंट टाइप का, बट उस वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ मैं एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूँ जो कि है एक दूसरी डेटा टाइप। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इस वेरिएबल का टाइप इंटीजर होगा, बट मैं उसके अंदर एक स्ट्रिंग डाल रहा हूँ, तो ये गलत हो जाएगा, एक एरर मिलेगा हमें। तो यहाँ पे हमें, अगर हमने इंट टाइप का वेरिएबल बनाया तो हमें उसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू ही डालनी होगी। तो यहाँ पे मैंने एक इंटीजर वैल्यू डाल दी। तो यहाँ पे मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया इन टाइप्स ऑफ वेरिएबल। इंट क्या है, इंट टाइप है वेरिएबल का। 1000 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। और यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया कि कांट स्टोर एनी अदर टाइप ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग इंट के अलावा कोई अदर टाइप की वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते हैं, कोई अलग टाइप का डेटा नहीं स्टोर कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली से प्रिंट कर दूं नम को, तो हमें क्या हो जाएगा कि ये 1000 है वो प्रिंट होके मिल जाएगा। तो ये रन हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि 1000 हमें प्रिंट होके मिल गया। ओके, तो ये हो गया इंट। अब क्या करते हैं, अब दूसरा जो हमारा डेटा टाइप है वो देखते हैं। तो अगर मैं नीचे आऊँ यहाँ पे, तो दूसरा डेटा टाइप है डबल। तो डबल क्या होता है, डबल स्टोर्स डेसिमल पॉइंट नंबर। तो ये जो डबल डेटा टाइप होता है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे डेसिमल वाले नंबर होते हैं, पॉइंट वाले, उसे स्टोर कर सकते हैं। तो इसे देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डबल, देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इससे लिख देता हूँ डीनम। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक पॉइंट वाला नंबर, पॉइंट वाला नंबर 1.2 हो सकता है, 10.2 हो सकता है, 100.1 हो सकता है, 99.9 हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंट वाला नंबर डालना। तो मैंने यहाँ पे 10.2 डाल दिया। ओके, तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट वाला नंबर जो है इसका टाइप क्या है, डबल। तो जो भी पॉइंट वाले नंबर होते हैं वो होता है एक डबल। तो इस वेरिएबल का डेटा टाइप है डबल, मतलब इस वेरिएबल के अंदर हम लोग डालेंगे पॉइंट वाला नंबर। अगर मैं इसके अंदर स्ट्रिंग डाल दूं तो ऑब्वियसली एरर आएगा, क्योंकि ये डबल टाइप है, बट हम लोग डाल रहे हैं स्ट्रिंग। तो आई होप ये तो आपको आ गया होगा कि ये कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि वापस से 10.2 डाल देता हूँ, एक डबल डबल टाइप का एक डेटा है। ओके,
अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक डबल और बनाता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, deNum2 कर देता हूँ, और इसके अंदर मैंने 10 डाल दिया। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे एक एरर नहीं आया है। ये 10 क्या है, 10 है एक इंटीजर। ओके, जैसे ये है, ये क्या है, ये एक इंटीजर वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया था। 0 से लेके 1 2 3 4 एंड सो ऑन एक होता है इंटीजर। बट यहाँ पे तो डबल टाइप है, बट मैंने इसके अंदर डाल दिया एक इंटीजर, बट स्टिल हमको यहाँ पे एक एरर नहीं मिला। तो ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे एक नंबर डाला हूँ मैं, डबल पॉइंट मीन्स डेसिमल वाला नंबर नहीं डाल रहा हूँ, बट मैंने यहाँ पे बताया कि डबल होगा मीन्स डेसिमल वाला नंबर होगा, बट स्टिल हमें एरर नहीं मिला। क्यों, अगर मैं आपको नोट्स में दिखाऊं, तो यहाँ पे मैंने लिखा 10 विल बी स्टोर्ड एज 10.0। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। तो 10 विल बी स्टोर्ड एज 10.0, सो हमें एरर इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये जो 10 है वो स्टोर होगा 10.0 से, ना कि 10। अगर मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, तो मैं प्रिंट करता हूँ deNum2 को। ओके, deNum2 को, ये जो वेरिएबल है इसे मैंने प्रिंट करा। तो अगर मैं इसे रन करूं, तब आप देखिएगा हमें आउटपुट क्या होगी, क्या मिलेगा। तो मैंने इसे जब रन करा, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लाता हूँ ऐसे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10.0 आ रहा है। तो मैंने तो यहाँ पे स्टोर करा था क्या, मैंने यहाँ पे 10 स्टोर करा था, बट इसका आउटपुट आ रहा है 10.0। क्यों, क्योंकि ये 10.0 की तरह इसमें स्टोर हो रहा है, ना कि एज अ 10। क्यों, क्योंकि इसका टाइप है डबल, बट यहाँ पे मैंने इंटीजर डाला है, तो 10.0 मीन्स डेसिमल की तरह ही स्टोर करेगा, नो मैटर मैंने यहाँ पे इंटीजर डाला और क्या। बट अगर आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके माउस को थोड़ा मूव करें, तो यहाँ पे टाइप भी इसका डबल आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डबल टाइप डिफाइन करा है। ओके, तो अगर आप डबल में कोई सा इंटीजर डालें, तो वो एक डेसिमल की तरह स्टोर होगा, बस आप इतना समझ लीजिए। तो इसे मैं कट कर देता हूँ। तो यही होता है डबल। अब आगे मूव करते हैं, तो नोट्स में मैं वापस आता हूँ। तो नेक्स्ट है स्ट्रिंग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप जो कि बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज होती है। तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट स्टोर्स एनीथिंग इन सिंगल, डबल और ट्रिपल क्वाड। सो बेसिकली स्ट्रिंग क्या होता है, एक सीक्वेंस का कैरेक्टर होता है जो कि स्टोर हो सकता है, उसमें हम लोग सिंगल क्वाड या डबल क्वाड या ट्रिपल क्वाड से हम लोग स्टोर कर सकते हैं। जैसे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर से मतलब क्या हुआ मेरा, तो यहाँ पे एक कमेंट लगाता हूँ, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स क्या हुआ, जैसे 1 2 देन ABCD, ये क्या है, ये कैरेक्टर्स हैं। तो एक कैरेक्टर का सीक्वेंस तो एक कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने डाल दिया AB, यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 2 3 4 FGHT whatever। तो ये क्या है, ये एक कैरेक्टर का सीक्वेंस है। कैरेक्टर्स क्या है, ये जो नंबर्स हैं, ये जो लेटर्स हैं, ये सब कैरेक्टर्स हैं, और इनका सीक्वेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक स्ट्रिंग है। बट स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसे स्टोर करना पड़ता है या तो सिंगल क्वैट में, या तो डबल क्वैट में, या तो ट्रिपल क्वैट में। ट्रिपल क्वैट में क्या होगा कि सिंगल वाला क्वैट है वो यूज होगा, या तो डबल वाला वो भी यूज हो सकता है। सो सिंगल क्वैट मतलब एक क्वैट, और डबल क्वैट मतलब कि जो डबल वाले क्वैट होते हैं, और ट्रिपल क्वैट मीन्स 3 क्वैट। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग टाइप का हम लोग बनाते हैं एक वेरिएबल। तो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। जैसे इंट वाला बनाते हैं तो इंट लिखते हैं, डबल के लिए डबल लिखते हैं, ठीक वैसे स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग लिखना है। फिर यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि इसे नेम कर देता हूँ इसे, या इसे मैं नेम2 कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ कि आप सेम नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते। जैसे मैंने यहाँ पे नेम बनाया, नेम नाम से एक वेरिएबल ऑलरेडी बना था, बट अगर मैं यहाँ पे नेम कर दूं फिर से, और इसके अंदर कोई सा नेम डाल दूं, जैसे मैंने डाल दिया स्टार्क। ओके, स्टार्क, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रहा है। तो आप इस पे क्लिक करके होवर करेंगे तो बता रहा था नेम, नेम इज ऑलरेडी डिफाइंड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेम नेम से हम लोग वेरिएबल नहीं बना सकते, क्योंकि मैंने एक ऊपर NAME मीन्स नेम नाम से एक वेरिएबल बनाया था, और मैं सेम नाम से नीचे भी बना रहा हूँ, इस वजह से ये एरर आ रहा है। तो हमें नेम को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया नेम2। ओके, अब ये एरर नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि वो नेम था और ये नेम2 है। तो आपने देखा कि मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने क्या करा कि इसके अंदर हम लोग ने एक स्ट्रिंग बनाई, मीन्स एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिंगल क्वाड लगाया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर डबल क्वाड भी लगा सकते हैं। तो मैं कंट्रोल+D पे क्लिक करूंगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। इसके कुछ शॉर्टकट कीज होते हैं जो VS कोड में आप दे सकते हैं, आप उसके ट्यूटोरियल दे सकते हैं, ठीक है, तो आप अपना अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो फोन नाम में इसे क्या कर दूंगा, नेम3, और यहाँ पे मैं स्टार को स्टार2 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो लेटर्स हैं उसे भी यूज कर सकते हैं, और जो नंबर है हम लोग उसे भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने @ डाल दिया, एक्सक्लेमेटरी डाल दिया,
देन और परसेंटेज का साइन डाल दिया। सो बेसिकली एक स्ट्रिंग के अंदर हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं ऊपर आऊँ तो इंट के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ नंबर डाल सकते थे और कुछ नहीं। बट स्ट्रिंग के साथ ऐसा नहीं होता, स्ट्रिंग के साथ आप कुछ भी डाल सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, नंबर्स, साइंस, लेटर्स एंड सो ऑन। तो फॉर नाउ मैं इसे स्टार्ट टू कर देता हूँ। तो आपने देखा पहले हम लोग ने स्ट्रिंग बनाया एक सिंगल क्वाड से, ये दोनों एक सिंगल क्वाड लगे हैं इसके दोनों साइड में। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे डबल क्वाड से भी बना सकते हैं। तो इसके साइड्स में मैं क्या करूंगा, डबल क्वाड लगा दूंगा। तो ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है। अब मैं क्या करूंगा, इसे फिर से डुप्लीकेट करता हूँ और इसे नेम 4 कर देता हूँ और इसे स्टार मैं 3 कर देता हूँ। ओके, तो आपने देखा कि हम लोग क्या करेंगे, अब इसे सिंगल क्वाड से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 3 सिंगल क्वाड मीन्स ट्रिपल क्वाड। तो ये क्या है, ये एक ट्रिपल क्वाड है। तो आपने देखा कि सिंगल क्वाड से भी हम लोग स्ट्रिंग बना सकते हैं, एक डबल क्वाड से भी हम लोग स्ट्रिंग बना सकते हैं और ट्रिपल क्वाड से भी हम लोग स्ट्रिंग बना सकते हैं। अभी जो सिंगल क्वाड मैंने 3 बार यूज करा, 1 2 3, मैं डबल क्वाड के लिए भी ऐसे कर सकता हूँ। तो फॉर नाउ अगर इसे नेम 5 कर दूं और स्टार इसे 4 कर दूं, अभी जो डबल क्वाड थे मैं इसे क्या कर दूं, जो सिंगल क्वाड 3 बार लिखे थे, मैं डबल क्वाड को 3 बार ऐसे लिख सकता हूँ और यहाँ पे भी 3 बार ऐसे लिख सकता हूँ। सो ये 4 तरीके हैं स्ट्रिंग बनाने के लिए, सिंगल क्वाड, डबल क्वाड, ट्रिपल क्वाड सिंगल क्वाड से और ट्रिपल क्वाड डबल क्वाड से। सो ये 4 तरीके हैं स्ट्रिंग बनाने के लिए, एक स्ट्रिंग टाइप का बनाने के लिए वेरिएबल। तो ये हो गया। अब अगर मैं नोट्स में आऊँ तो एक चीज आपको यहाँ पे और बताना जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रिपल क्वाड यूजुअली यूज फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग। सो ये जो ट्रिपल लाइन होता है वो किस लिए मोस्टली यूज होता है, जब हम लोग एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ कि इसको मैं यहाँ पे एक स्पेस दे दूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार लिखा है। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे एंटर लिख दूँ और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, हैंडल लिख दूँ, तब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक एरर मिला। क्यों, क्योंकि लिए हम लोग सिंगल क्वाड से या ऐसे डबल क्वाड से क्या कर सकते हैं कि सिर्फ एक लाइन में स्ट्रिंग हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर वो आप दूसरी लाइन में लिख रहे हैं तो आपको एक एरर मिलेगा। तो अगर मैं इसे ऐसे कर दूं और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूं, बेसिकली ये अगर हम लोग सिंगल क्वाड और डबल क्वाड यूज कर रहे हैं तो एक ही लाइन में हमारा स्ट्रिंग होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, वरना हमें क्या मिलेगा, एरर। तो इसे मैं वापस से ठीक कर देता हूँ। ओके, बट अगर हम लोग डबल क्वाड का ट्रिपल क्वाड का यूज कर रहे हैं, जैसे ये वाला या ये वाला, तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना सकते हैं। जैसे अभी एक लाइन में, अब मैं क्या करता हूँ कि दूसरी लाइन मैं एक एंटर मारता हूँ, तो हम लोग दूसरी लाइन में भी अब क्या कर सकते हैं, कुछ डाल सकते हैं। तो ये स्टार 3 था, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टोनी 3 अगर डाल दूँ, टोनी 3, तो आपने देखा कि अब यहाँ पे हमें एरर नहीं मिला। यहाँ पे हम लोग क्या नहीं करा कि हम लोग ने पहले लाइन पे स्टार 3 डाला और सेकंड लाइन पे मैंने टोनी 3 डाल दिया। अब ठीक यहाँ पे मैं जो फोर्थ लाइन है वो भी यूज कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 1000 डाल दिया। तो ऐसे ही आप जितनी लाइंस चाहें उतना लाइंस आप यूज कर सकते हैं अगर आप ट्रिपल क्वाड यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग के लिए। ओके, सो ट्रिपल क्वाड का यूज कब करेंगे, जब हम लोग एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाएंगे। तो इसे मैं अभी फॉर नाउ 2 लाइन का रखता हूँ, तो इसे ऐसे कर देता हूँ। तो बेसिकली ये जो ट्रिपल क्वाड है ये मोस्टली तभी यूज होते हैं जब हम लोग एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाते हैं। तो नोट्स में भी मैंने वही लिख रखा है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको भी एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे टोनी 4 लिख दूँ तो ये भी ठीक है, टोनी 4, तो ये भी ठीक है। क्यों, क्योंकि ये भी तो ट्रिपल क्वाड है, 3 बार क्वाड यूज करें मैंने डबल वाले। अब 3 बार आप सिंगल वाले क्वाड यूज करें या 3 बार डबल वाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों सही रहेगा। तो मैं इसे वापस से ऐसे मिला देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि प्रिंट कर लेता हूँ, लेट्स से कोई एक प्रिंट कर देता हूँ, मैं प्रिंट कर देता हूँ कौन सा, लेट्स से मैं थर्ड वाला प्रिंट करता हूँ। तो थर्ड वाले का नाम था नेम 4, इसे प्रिंट कर देता हूँ। तो इसे जब मैं प्रिंट करूंगा तो स्टार 3 प्रिंट होगा और उसके नीचे प्रिंट होगा ये जो टोनी 3 है वो। तो इसको मैंने थोड़ा सा नीचे करता हूँ। तो कोड रन हुआ, आपने देखा यहाँ पे स्टार 3 प्रिंट हुआ और उसके नीचे क्या प्रिंट हुआ, टोनी 3। अब ये टोनी 3 थोड़ा सा आगे आ रहा है, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्पेस लगा है। अगर मैं इन दोनों स्पेस को हटा दूं, ऐसे कर दूं, अब रन करूं कोड को, तो ठीक स्टार 3 के हमें स्टार 3 के नीचे टोनी 3 ऐसे मिल के आएगा। ठीक है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना, अगर आपने ज्यादा स्पेस ऐसे लगा दी फिर रन करा तो यहाँ पे जितनी स्पेस होंगी यहाँ पे भी प्रिंट हो जाएगी। तो ये टोनी आप देख सकते हैं कितना आगे आ चुका है। तो ये सब आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो फोन में से ऐसे कर देता हूँ। तो ये भी हो गया, स्ट्रिंग डेटा टाइप भी हम लोगों ने देख लिया, तो इसे मैं ऐसे कर देता हूँ। अब आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि और डेटा टाइप्स कौन से हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बूल, बूल एक डेटा टाइप है। ये क्या होता है, बूल डेटा टाइप स्टोर करता है या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो इसे भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ
बूल बूल बना रहे हैं तो बूल होगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसे टी कर देता हूँ, बूल टी इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने कर दिया ट्रू। तो ये क्या हुआ, ये वेरिएबल बना किस टाइप का, बूल। अब बूल क्या करता है, बूल डेटा टाइप जो होता है, बूल डेटा टाइप का अगर कोई वेरिएबल बनाया हम लोग ने, तो उस वेरिएबल में हम लोग या तो ट्रू स्टोर कर सकते हैं, या तो हम लोग स्टोर कर सकते हैं क्या, फॉल्स। बस हम लोग या तो ट्रू स्टोर कर सकते हैं या तो फॉल्स, इसके अलावा हम लोग कुछ और स्टोर नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने बूल बनाया, वहां पे मैंने लिख दिया लेट्स से एस, और उसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया एक नंबर 100 डाल दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आ रहा है। क्यों, क्योंकि बूल टाइप में हम लोग सिर्फ या तो ट्रू स्टोर कर सकते हैं या तो फॉल्स, बस। तो इसे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। लेट्स से मैं अगर ट्रू को प्रिंट करूँ तो हमें ट्रू प्रिंट होके मिल जाएगा, तो रन करता हूँ कोड को और हमें ट्रू प्रिंट होके मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ट्रू प्रिंट होके मिल गया। तो यही होता है बूल। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप कौन सा है। तो अगर मैं नीचे आऊँ थोड़ा सा, तो वेर। तो वेर क्या होता है, वेर हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, अब एक बार अच्छे से और बता देता हूँ। जो जो वेर टाइप का जो वेरिएबल होता है, दैट कैन स्टोर्स एनी टाइप ऑफ डेटा। तो जो वेर नाम का वेरिएबल होता है वो किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊं वेर टाइप का, तो वेरिएबल का नाम मैंने बोला है वेर है, और इसे यहाँ पे बनाता हूँ, ओके, वेर है। और यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे मैंने लिखा है वी, तो इसको मैं यहाँ पे वही कर लेता हूँ, मैंने लिखा वी, और इसके अंदर मैं लस्सी डाल देता हूँ, पहले एक बूल डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बूल डाल दिया, एरर मिला क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि वेर टाइप का जो वेरिएबल होता है उसके अंदर हम लोग किसी भी टाइप का वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे मैंने वेर वी2 लिखा और इसके अंदर मैंने डाल दिया एक स्ट्रिंग आई एम यू, मैं तुम हूँ, ओके। और आपने देखा कि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डाल दिया, फिर भी कोई एरर नहीं आया। अगर मैं वेर वी3 इज इक्वल टू एक इंटीजर वैल्यू डाल दूं 100, तो भी कोई एरर नहीं आया। क्यों, क्योंकि वेर टाइप का जो वेरिएबल होता है उसके अंदर हम लोग किसी भी टाइप का डेटा डाल सकते हैं। तो यही होता है वेर वेरिएबल। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चेक इन द टाइप ऑफ डेटा। तो जो हमारे डेटा टाइप्स थे, यहाँ से हमारे डेटा टाइप्स खत्म हो गए, हम लोगों ने सारे डेटा टाइप्स देख लिए। हम लोगों ने पहले क्या देखा, इंट देखा, देन डबल, देन स्ट्रिंग, देन बूल, और एंड में देखा वेर। तो हमारे डेटा टाइप्स कंप्लीट हो गए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग उस पर मूव करते हैं। तो यहाँ पे एक कमेंट मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि चेकिंग द टाइप ऑफ डेटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो टाइप होगा डेटा का उसे चेक कर दें। जैसे 100 एक डेटा है, आई एम यू एक डेटा है, ट्रू एक डेटा है, तो इसका जो टाइप है उसे हम लोग क्या करेंगे कि गेट करेंगे, उसे चेक करेंगे कि डेटा का टाइप क्या है। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ प्रिंट, यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ मैं, ओके, यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ और यहाँ पे वेरी लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक 100 ऐसे लिख देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट, मैं बोलूंगा प्रिंट कर दो जो वेरी वेरिएबल है डॉट रन टाइम टाइप, ओके, और सेमीकोलन। तो यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो जो वेरी है, वेरी वेरिएबल का टाइप, रन टाइम टाइप मीन्स इसका जो वेरिएबल है इसका टाइप प्रिंट कर दो। अगर मैं इसे रन करता हूँ ऐसे, तो इसको अगर मैं रन करूंगा तो इसका जो टाइप होगा, ये जो वेरिएबल है इसके जो वैल्यू होगी उसका टाइप हमें प्रिंट होके मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट प्रिंट होके आ रहा। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और इसे ऐसे कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें इंट प्रिंट होके आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो 100 है ये एक इंटीजर है। अगर मैं उसी की जगह यहाँ पे 100 डाल दूँ, 10 डाल दूँ जैसे, या मैं कोई सा नेम डाल दूँ, मैंने डाल दिया टॉम। अब मैं इसे रन करता हूँ फिर से, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो टॉम क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, तो हमें क्या प्रिंट होके मिलेगा, स्ट्रिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग होके प्रिंट हो रहा है। तो ये जो डॉट रन टाइम टाइप हम लोग कभी यूज कर सकते हैं, जब हम लोग किसी वेरिएबल का जो डेटा है उसका टाइप पता करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो डॉट रन टाइम टाइप है इसके हेल्प से हम लोग वो चेक कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम लिखना है, डॉट लिखना है और रन टाइम टाइप, और उसका टाइप हमें पता चल जाएगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप जो इसका टाइप है इसे स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया वेरी का टाइप, ओके, और यहाँ पे मैंने लिख दिया वेरी डॉट रन टाइम टाइप, यहाँ पे सेमीकोलन। तो मैंने एक वेरी टाइप एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने क्या स्टोर कर लिया, ये जो वेरी वेरिएबल है इसका टाइप मैंने क्या करा, इसके अंदर स्टोर कर लिया। अगर मैं इसे इंट कर दूं, तो जैसे ही मैंने इंट करा आपको आपने देखा कि यहाँ पे एक एरर मिला। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने यहाँ पे बोला इंट, मीन्स इस वेरिएबल के अंदर हम लोग सिर्फ इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। बट लेट्स से अगर ये जो वेरी है वो एक इंटीजर नहीं है, वो किसी और डेटा टाइप का है, तो क्या वो इंट में स्टोर हो पाएगा,
नहीं, तो आपको इंट नहीं यूज़ करना है। उसके जगह हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, वेर। क्यों? क्योंकि वेर किसी भी टाइप का स्टोर कर सकता है, फिर वो चाहे स्ट्रिंग, इंटीजर जो भी हो। तो इस वजह से यहाँ पे वेर यूज़ करना है। तो आप इसे स्टोर कर सकते हैं, जो टाइप है वो बेसिकली आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। फिर आप उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ वेरी टाइप को, तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसे मैं अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बार हमें स्ट्रिंग प्रिंट होके मिलेगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो 2 बार हमें स्ट्रिंग होके प्रिंट होके मिल गया। वैसे ही कट करता हूँ मैं। अब आगे मूव करते हैं। आगे यहाँ पे मैंने नोट्स में लिख रखा है, बाकी मैंने यहाँ पे जो बताया मैंने वो सारे एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब जो नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, तो इसको मैं बताता हूँ कि ये क्या है। तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा वेर, अब यहाँ पे मैंने लिखा लेटर और उसे यहाँ पे बंद कर दिया। तो आपने देखा कि अभी हम लोग जो वेरिएबल बना रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या लगा रहे थे, इक्वल्स टू, फिर उसके अंदर वैल्यू डाल रहे थे। तो इक्वल्स टू जब हम लोग लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग बता रहे हैं कि जो वेरिएबल है उसके अंदर डाल दो टॉम। या तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वेरिएबल वेरी जो है वो टॉम के बराबर है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग प्रिंट करते हैं वेरी को, तो टॉम ही तो प्रिंट होता है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि वेरी जो है वो टॉम के बराबर है या टॉम के इक्वल है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि वेरी के अंदर हम लोगों ने टॉम डाल दिया, बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके इक्वल्स टू लगा के इसकी वैल्यू हम लोग नहीं डिफाइन कर रहे हैं। इसमें हम लोग कोई सी वैल्यू नहीं डिफाइन कर रहे हैं, इसके अंदर कोई सी वैल्यू हम लोग ने नहीं डाली, इसे सेमी कोलन लगा के छोड़ दिया। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे ये लेटर है, यहाँ पे मैंने डाल दिया 1000। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इक्वल्स टू लगा के इस वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू डाले दे रहे थे। बट यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा कि इसे वेर लिखा और जो वेरिएबल का नाम लिखा, और उसे मैंने क्या कर दिया, ऐसे सेमी कोलन लगा के छोड़ दिया। तो मैंने ये क्या करा, तो ये मैंने क्या करा कि मैंने इसको डिफाइन कर दिया। मैंने बोला एक वेरिएबल बना दो लेटर नाम का, बट उसमें अभी कोई वैल्यू मत डालो। बट जब हमें इसके जो वैल्यू है उसको जब हमें बाद में इसके अंदर डालना होगा, तो हम लोग कैसे डाल सकते हैं। बट फॉर नाउ उसके मैं क्या करता हूँ, पहले मैं प्रिंट करता हूँ लेटर को। तो क्या प्रिंट होगा, तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाता हूँ। तो लेटर में क्या प्रिंट होगा, लेटर में जब कुछ है ही नहीं, इसके अंदर मैंने इक्वल्स टू लगा के कुछ वैल्यू ही नहीं डाली, तो हमें क्या मिलेगा, एक नल। अगर मैं रन करता हूँ कोड को, ओके, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इसका आउटपुट मिल रहा है नल। नल मतलब क्या होता है, नल मतलब होता है खाली, मीन्स कुछ नहीं। तो क्या मैंने लेटर के अंदर कोई वैल्यू डाली थी, नहीं। तो जब हम इसे प्रिंट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है नल, मीन्स इस लेटर के अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं है, इस वजह से हमें मिल रहा है नल। बट लेट्स से मैं लेटर के अंदर अब कोई सा वैल्यू डालना चाहता हूँ, तो वो कैसे डालना है, तो वो डालने के लिए मुझे जो वेरिएबल का नाम है वो लिखना होगा, क्या है, लेटर। फिर सेम जैसे हम लोग इक्वल्स टू लगा के उसके अंदर कोई वैल्यू डालते हैं वो डाल देना है। तो यहाँ पे लेट्स से मैंने डाल दिया 1। तो अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे लेटर नाम का वेरिएबल बनाया था, अब बाद में मैंने क्या करा कि उसके अंदर एक वैल्यू डाल दी। अब यहाँ पे वेर नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने वेरिएबल ऑलरेडी बना दिया है। वेर हम लोग कब लगाते हैं, जब हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं। बट क्या हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहे हैं, नहीं, हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं बना रहे हैं। हम लोग बस वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू डाल रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे वेर नहीं लिखना है, यहाँ पे बस वेरिएबल का नाम लिखना है और इक्वल टू लगा के उसके अंदर वैल्यू डाल देनी है। अब लेटर ये नल नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने उसके अंदर यहाँ पे एक वैल्यू डाल दी। अब अगर मैं इसके प्रिंट करता हूँ लेटर को, तो अब हमें नल होके प्रिंट नहीं मिलेगा, अब हमें प्रिंट होके मिलेगा 1, क्योंकि मैंने लेटर जो वेरिएबल उसके अंदर डाल दी एक वैल्यू। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे करूँ, तो आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे नल प्रिंट हो रहा था। नल प्रिंट हो रहा था क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखें तो लेटर के अंदर पहले कुछ नहीं हो रहा था, पहले इसके अंदर लेटर के अंदर कोई सी वैल्यू नहीं थी। इस वजह से हमें क्या मिला था, नल, जब हम लोग इसे प्रिंट कर रहे थे। बट बाद में मैंने क्या करा कि जो लेटर वेरिएबल है उसके अंदर मैंने एक वैल्यू डाल दी 1, फिर उसे प्रिंट करा, तब हमें प्रिंट होके मिला 1, क्योंकि अब 1 लेटर के अंदर आ चुका है। तो ऐसे ही ये वर्क करता है। सो आई होप ये भी आपको आ गया होगा। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो चुका है। तो चैप्टर 1 एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करा है ताकि आपको सब समझ में आ जाए, और आई होप आपको आ भी गया होगा। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था और ये भी फिनिश हो चुका है। बाकी इसके नोट्स मैंने बहुत अच्छे बना रखे हैं, आप इसे एक बार पढ़ भी लें फिर भी आ जाएगा। मैंने हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें आपको रेड पेन से एक्सप्लेन करके रखी है। बाकी मैंने पूरा कोड भी लिख रखा है। सो ऐसा नोट्स आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, जैसा मैं हर बार कहता हूँ और कहता भी रहूंगा आगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा नोट्स है। बाकी इसका नोट्स का जो पीडीएफ है और ये जो मैंने सोर्स कोड है, ये सारा ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये चैप्टर भी समझ में आ गया। सो अब हम लोग कोर्स में आगे बढ़ रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 2 अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका पीडीएफ जो है मैं अपने ब्राउजर में ओपन करता हूँ।
सो इस चैप्टर का नाम है ऑपरेटर्स। सो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ये बहुत टाइप्स के होते हैं। सो बेसिकली वही सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो मैं क्या करूँगा कि इस ये वाला चैप्टर ये वाला जो फोल्डर है इसको वीएस कोड में भी ओपन कर लेता हूँ। ओके। और ये जो ऑपरेटर्स हैं, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं कि ये ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑपरेटर्स के नीचे मैंने एक एरो बनाया है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ओके। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑपरेटर्स आर यूज टू डू ऑपरेशंस इन वैल्यूज। तो ऑपरेटर्स का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? ऑपरेटर्स का वैल्यूज हम लोग ऑपरेटर्स का यूज हम लोग जो वैल्यूज होती हैं उसमें कुछ करने के लिए यूज करते हैं। जैसे 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 हमारा यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक है एज इक्वल्स टू, एक है बी इज इक्वल्स टू टू। तो यहाँ पे दो नंबर है टू और टू। तो हम चाहते हैं इन दोनों के बीच में एक ऑपरेशन करना। अब ऑपरेशन जैसे प्लस करना, माइनस करना, इनटू करना, सो ये इसे बोलेंगे ऑपरेशंस। तो ये ऑपरेशंस करने के लिए हमें ऑपरेटर्स का यूज करना पड़ेगा। और ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये जो प्लस है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे होते हैं क्या? ऑपरेटर्स। इन्हें ही बोलते हैं ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर्स की हेल्प से हम लोग जो वैल्यूज होती हैं उसमें ऑपरेशंस करते हैं। सो बेसिकली यही होता है ऑपरेटर्स। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक डार्ट की फाइल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको सी एच मैं क्या कर देता हूँ, लेट्स से वन। ओके, टू है इवन तो। और यहाँ पे डार्ट। तो यहाँ पे मैंने डार्ट की फाइल बना ली। इसका साइज भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं, और इसको यहाँ से कट करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक वाइड मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा, जैसे कि हर बार बनाना होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वाइड मेन फंक्शन। ओके। तो यहाँ पे वाइड मेन फंक्शन में एक बनाऊंगा, फिर क्या करूंगा कि जो कोड्स हैं वो लिखूंगा, उसके बाद जो चीजें हैं वो और क्लियर हो जाएंगी। तो इसका साइज में थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, इतना काफी रहेगा आई गेस। ओके। तो अब देखते हैं सबसे पहले क्या, सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने नोट्स में लिख रखा है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर्स के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो वही सारे टाइप्स के ऑपरेटर्स हम लोग देखेंगे। पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लिख दिया। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो अगर मैं नोट्स को ओपन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चार प्रिंट स्टेटमेंट लगाए और यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दो वेरिएबल बना लूंगा। तो यहाँ पे वेर एज इक्वल टू मैंने मान लिया टू, और वेर बी को भी मान लेता हूँ मैं टू। तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि दो वेरिएबल्स बना दिए। ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, जो दो वेरिएबल्स हैं इनकी जो वैल्यूज है टू और टू, इनमें हम लोग कुछ ऑपरेशंस करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे मैं लिखूँ प्रिंट, फिर मैं क्या कर दूँ कि जो ए है इसको लिखूँ ए, देन प्लस लिख दूँ यहाँ पे, देन यहाँ पे लिख दूँ बी। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने बोला जो ए है, ए क्या है टू, उसमें क्या कर दो प्लस कर दो, उसमें प्लस कर दो क्या बी, बी क्या है टू। तो टू में जब प्लस हो जाएगा टू तो हमें क्या मिलेगा फोर। ठीक वैसे ही अगर मैं यहाँ पे डुप्लीकेट इसे ऐसे से कर दूं और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा दूं, और यहाँ पे जो प्लस है इसकी जगह मैं मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ डिवाइड। ओके। तो यहाँ पे मैंने चार प्रिंट स्टेटमेंट्स लगाए। मैंने सबसे पहले बोला ए में प्लस कर दो बी, फिर मैंने बोला ए में माइनस कर दो बी, फिर मैंने बोला ए में इंटू कर दो बी, फिर बोला ए में डिवाइड कर दो बी। तो यहाँ पे टू प्लस टू होगा, फिर टू माइनस टू होगा, फिर टू इंटू टू होगा, और टू डिवाइड बाई टू होगा। तो इससे मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ कोड को, और इसका आउटपुट देखते हैं क्या मिलता है। ओके। तो ये सिर्फ चार अरिथमेटिक ऑपरेटर, सिर्फ ये चार नहीं होते हैं, और भी होते हैं वो मैं बताऊंगा। ये एकदम बेसिक से हैं, ठीक है, ये चारों एकदम बेसिक्स वाले हैं। तो पहले मैंने इसको ये बताया। तो ये ऑपरेटर्स हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये जो दो वैल्यूज हैं इनमें क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। जैसे प्लस करना, माइनस करना, इनटू, ये इन सबको बोलेंगे ऑपरेशंस। और ये जो साइंस है प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सब क्या है, ये है ऑपरेटर्स। तो यही होता है ऑपरेटर्स, यही होता है इनका काम। तो कोड रन हो रहा है, हमें यहाँ पे सबसे पहले ए प्लस बी होके मिलेगा। तो ए क्या है टू, तो प्लस टू फोर आएगा, फिर टू माइनस टू जीरो, फिर टू इंटू टू फोर, और यहाँ पे जब ए डिवाइड होगा टू से तो हमें क्या मिलेगा वन। तो इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं, और बाकी मैंने नोट्स में भी वही लिखा है। यहाँ पे भी इसका मैंने आउटपुट भी लिख दिया फोर जीरो फोर, और यहाँ पे 1.0। तो 1.0 यहाँ पे इसका जब हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है, एक फ्लोट पॉइंट में मिलता है। तो अभी वो हम लोग देखेंगे। बाकी हम लोग अभी आगे देखेंगे कि जब हम लोग फ्लोट में नहीं चाहते नंबर, हम जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो चाहते हैं। जैसे टू से मैंने जब टू को डिवाइड करा तो हमारा जो आउटपुट आता है वो 1.0 आता है, बट मैं 1.0 ना लाके मैं क्या चाहता हूँ कि वो वन आए। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके लिए भी एक ऑपरेटर होता है, उसका यूज़ करेंगे।
तो मैं अपना वीएस कोड ओपन करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें इसके आउटपुट मिल गए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ए प्लस बी हुआ, तो मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा पहले नीचे करता हूँ और इसको ऊपर। तो यहाँ पे पहले ए क्या था 2, बी क्या था 2, तो पहले ए प्लस ए हुआ मीन्स 2 प्लस 2 4, फिर क्या हुआ 2 माइनस 2 हुआ 0, देन 2 इंटू 2 हुआ 4, और यहाँ पे जब 2 डिवाइडेड बाई 2 हुआ तो हमें क्या मिला 1.0। तो यहाँ पे अगर आपको लग रहा था 1 मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता। जब हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं, ये वाला स्लैश होता है फॉरवर्ड स्लैश लगा के, तो हमें क्या होता है कि ये पॉइंट में मिलता है, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक दूसरा ऑपरेटर होता है, उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो पॉइंट आता है हमें पॉइंट वाला नहीं मिलता, हमें जो एग्जैक्ट होता है वो मिलता है। जैसे अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ कि नोट्स में आऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक क्या करा है, ये जो साइन मैंने लगाया है यहाँ पे, ठीक है, करली वाला, ये मैंने यहाँ पे बताया कि गिव्स ओनली इंट, तो इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, गिव्स ओनली इंट नंबर नॉट नंबर्स आफ्टर डेसिमल आफ्टर डिवाइडिंग। तो मैंने बोला कि ये जो साइन होता है ये कहाँ पे होता है, जो एस्केप बटन होता है सबसे लेफ्ट में उसी के नीचे होता है ये वाला साइन, फिर यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाया। तो जब हम लोग ये दोनों साइन का यूज करते हैं, तो हमारा जो डेसिमल वाला होता है वो हमें नहीं मिलता, जो डेसिमल के पहले वाला नंबर होता है वो मिलता है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कोड से भी देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं प्रिंट अगर लिखूँ ऐसे, फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए, फिर यहाँ पे जो वाला साइन था, तो इसको शिफ्ट प्लस ऐसे करूंगा तब आएगा वाला साइन, देन यहाँ पे मैं फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा ऐसे, और यहाँ पे लिख दूंगा बी। अब मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो इसको रन करता हूँ मैं। अब मैं जब इसको प्रिंट करूंगा तब हमें इसका आउटपुट 1.0 ना मिलके 1 मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हम लोग पॉइंट वाला नहीं चाहते, तो हम लोग ये वाला ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये वर्क करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है परसेंटेज। अब परसेंटेज क्या होता है, आपको पता हो, आपको अगर ये लग रहा है डिवाइड है, तो ये डिवाइड नहीं है एक्चुअली, बट ये क्या करता है कि ये डिवाइड करता है, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो उसे देता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ ए, देन यहाँ पे जो परसेंटेज का साइन होता है वो, देन बी। तो यहाँ से अगर आपको लग रहा है a डिवाइड बाई बी होगा, तो मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 2 होकर 1 मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। ये जो परसेंटेज साइन होता है कोडिंग में, तो ये परसेंटेज साइन क्या होता है, रिमाइंडर की तरह वर्क करता है। जैसे जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जैसे a लिखा है और परसेंटेज का साइन और b, तो ये क्या करेगा, इन दोनों को डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा ये उसे प्रिंट करेगा। ये क्या करता है, डिवाइड करता है और पॉइंट में आंसर देता है। ये क्या करता है, पॉइंट में नहीं देता है, और ये जो परसेंटेज वाला साइन होता है ये रिमाइंडर देता है। तो अगर मैं इसको रन करूं, तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा, 2 से आप 2 डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर क्या बचता है, 0। तो उसका आउटपुट हमें मिल गया 0। तो ये हमें क्या देता है, रिमाइंडर। तो इसको एक साथ में इसको ऐसे कर देता हूँ। ओके, तो यही होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ पे इसका नाम मैं लिख देता हूँ अर्थमेटिक, यहाँ पे ऊपर ऐसे कर देता हूँ, इसका नेम चेंज कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, नई नई फाइल बनाता हूँ मैं, क्योंकि जब एक साथ में कोड को रन करता हूँ तो एक ही में जो आउटपुट होते हैं वो सब मिल जाते हैं, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इस वजह से मैं क्या करता हूँ, अलग अलग फाइल बनाता हूँ अब से। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर एक डॉट फाइल में हो गया। अब दूसरी डॉट फाइल बना रहा हूँ, उसका नाम मैं लिख देता हूँ इंक्रीमेंट ऑपर डॉट डॉट। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर होता है उसे देखेंगे। तो इवन तो मैं इसको क्या करता हूँ कि इंक्रीमेंट के साथ डिक्रीमेंट भी कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग इसमें क्या देखने वाले, दो। तो यहाँ पे मैं इंक्री लिख देता हूँ और डिक्री। ओके, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और यहाँ पे वाइड मेन फंक्शन, वाइड मेन, और यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ। ओके, तो ये अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, अगर मैं नोट्स में आऊँ अपने वापस और यहाँ पे थोड़ा नीचे जाऊँ, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीमेंट्स द वैल्यू बाय 1। इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है, बढ़ाना। जैसे ये सी की वैल्यू 1 है, तो जब मैं इसे इंक्रीमेंट कर दूंगा तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 है, फिर से इंक्रीमेंट करूंगा तो 3 हो जाएगा। सो इंक्रीमेंट मतलब होता है बढ़ाना। कितना बढ़ाना, एक वैल्यू, जैसे 1 है तो 2, 2 है तो 3, ठीक है, तो एक से बढ़ा देगा इसे। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्रीमेंट और ऑपरेटर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँ, तो यहाँ पे मैंने बनाया वेर सी इज इक्वल्स टू 1। ओके, ये वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 1। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। तो अभी मैं जब प्रिंट कर देता हूँ सी को, तो यहाँ पे जब मैं सी को प्रिंट करूंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ऑब्वियसली 1। तो इसका मैं क्या करता हूँ, इस वाले को डिलीट करता हूँ, एक नया रन करता हूँ, ताकि जो पुराने वाले आउटपुट थे वो चले जाए, सिर्फ इस फाइल के आए। ओके,
तो यहाँ पे जब मैं सी को प्रिंट करूंगा तो जिस इसकी वैल्यू है 1 वो प्रिंट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 प्रिंट होके मिलेगी। अब अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे प्रिंट करूँ क्या, सी देन प्लस प्लस, तो यहाँ पे सी प्लस प्लस, ये प्लस प्लस क्या है, यही है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ कि ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो जो डबल प्लस होता है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। तो मैं नोट्स में यहाँ पे अगर बताऊँ तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो जब हम लोग ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं तब क्या होता है, व्हेन इंक्रीमेंटिंग इन प्रिंट देन फर्स्ट वैल्यू विल बी प्रिंट देन विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि जब हम लोग ऐसे लिख रहे हैं तो ये क्या होगा ना, अगर प्रिंट के साथ हम लोग ऐसा लिख रहे हैं तो क्या होगा, जो सी है पहले वो क्या हो जाएगा, पहले वो प्रिंट हो जाएगा, फिर क्या होगा कि वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्या हमें ये इंक्रीमेंट होके मिलेगा, अगर यहाँ पे 1 है तो क्या यहाँ पे 2 मिलेगा, क्योंकि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या कर देता है कि जो वैल्यू होती है उसे 1 से इंक्रीमेंट मीन्स 1 से बढ़ा देता है। तो क्या हमें यहाँ पे 2 मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे अगर रन करूँ तो यहाँ पे हमें इसका आउटपुट 2 नहीं मिलेगा, हमें इसका आउटपुट क्या मिलेगा 1। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम लोग ऐसे यूज करते हैं हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले वेरिएबल का नाम लिखते हैं फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं। तो ये लगाने से क्या होता है कि पहले जो हमारा वेरिएबल था उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाती है, फिर क्या होता है ये इंक्रीज हो जाता है। तो जो इंक्रीमेंट होने के बाद प्रिंट स्टेटमेंट हमारा वर्क नहीं करता, पहले क्या करता है इसे प्रिंट कर देता है, फिर क्या कर देता है इंक्रीमेंट। बट अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे प्रिंट कर दूँ सी, अब इसका आउटपुट क्या होगा, अब इसका आउटपुट होगा 2। तो अगर मैं इसे रन करूं तो अब इसका आउटपुट आप देख सकेंगे कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 1 1, देन यहाँ पे अब हमें 2 मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या बोला, जब हम लोग सी प्लस प्लस ऐसे यूज करते हैं तो क्या होता है, प्रिंट के साथ हम लोग जब ऐसे सी प्लस प्लस यूज कर रहे हैं तो इसने बोला क्या करो, इसने बोला सी को प्रिंट कर दो, तो इसने क्या करा सी को प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद बोला और क्या करो, प्रिंट करने के बाद इसे बढ़ा दो, मीन्स ये जो सी था इसे क्या करो एक वैल्यू से एक नंबर से इंक्रीज कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। तो उसने सी को प्रिंट कर दिया और क्या कर दिया उसे बढ़ा दिया। इसने पहले बढ़ा के फिर प्रिंट नहीं करा, इसने पहले प्रिंट करा फिर बढ़ाया। इस वजह से हमें क्या हो रहा था 1 प्रिंट होके मिल रहा था ना कि 2। बट यहाँ पे क्या हुआ कि इसने पहले प्रिंट कर दिया अब बढ़ा दिया, तो बढ़ने के बाद इसकी वैल्यू 2 होगी। इस वजह से हम लोग जब यहाँ पे अब सी को प्रिंट कर रहे हैं तो उसका आउटपुट हमें 2 मिल रहा है ना कि 1। क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पे इसे बढ़ा दिया था प्रिंट करने के बाद। तो यही होता है क्या इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सेम चीज मैंने यहाँ पे नोट्स में भी लिखी, वैल्यू आफ्टर इंक्रीजमेंट, यहाँ पे मैंने इसका आउटपुट भी लिखा है, बाकी एक्सप्लेन रखा है। अब मैं क्या करता हूँ एक नई चीज, तो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो पहले लगा दूँ। अब क्या होगा, अब मैंने यहाँ पे देखिए क्या बोला, यहाँ पे मैं बोला था प्रिंट कर दो सी को फिर क्या कर दो उसे इंक्रीमेंट कर दो। बट यहाँ पे मैंने बोला क्या, मैंने बोला कि सी जो है उसे इंक्रीमेंट कर दो फिर क्या कर दो उसे प्रिंट कर दो। अब देखिए इसका आउटपुट क्या मिलेगा, अगर मैं इसे रन करूँ तो इसे रन करने के बाद हमें इसका आउटपुट मिलेगा 3। ऐसा क्यों हुआ, क्यों, पहले 1 था, यहाँ पे मैं फिर से दिखाता हूँ, पहले 1 था तो यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ, ओके। फिर यहाँ पे मैंने बोला सी को प्रिंट करो मीन्स 1 को प्रिंट करो, ये जो सी था इसकी वैल्यू अभी क्या है 1 है, 1 को प्रिंट कर दो और उसे इंक्रीमेंट कर दो, मतलब कि ये 1 प्रिंट हो गया और वो क्या हो गया 1 से इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीमेंट होने के बाद हम लोग ने यहाँ पे सी को प्रिंट करा तो क्या हो गया 2, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। अब जब मैंने यहाँ पे क्या करा, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसे मैंने आगे लगा दिया, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बोला प्रिंट करो क्या, पहले क्या करो प्रिंट, पहले सी जो है उसे इंक्रीमेंट कर दो। तो सी इंक्रीमेंट कर दिया तो क्या हो गया 2 था पहले, तो क्या अब क्या हो गया 3। मैंने बोला पहले इंक्रीमेंट कर दो फिर उसके बाद प्रिंट कर दो, तो ये 2 था तो अब ये इतने में 3 हो गया, फिर उसके बाद ये सी प्रिंट हो गया। तो ऐसे ही ये वर्क कर रहा है। सो यही होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक वैसे ही क्या होता है, अगर मैं नोट्स में दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है फर्स्ट इंक्रीमेंट बाय 1 देन प्रिंट। अब अगर आगे बढ़ूं यहाँ पे क्या है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक वैसे ही क्या होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, बस उसका अपोजिट होता है, बाकी सब एज इट इज सेम होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिक्रीमेंट ऑपरेटर और यहाँ पे माइनस माइनस। तो जैसे इंक्रीमेंट के लिए प्लस प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है माइनस माइनस। प्लस प्लस में क्या हो रहा था, जो वैल्यू थी वो 1 से इंक्रीज हो रही थी, बट यहाँ पे जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिक्रीमेंट दी वैल्यू बाय 1 मीन्स एक वैल्यू से कम हो जाएगी, जैसे 2 है तो 1 हो जाएगा। तो डिक्रीमेंट मतलब होता है घटना, तो ये वैसे होगा। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ डी नाम से, यहाँ पे इसे 2 कर देता हूँ और प्रिंट कर देता हूँ पहले क्या प्रिंट, अगर मैं पहले डी कर दूँ फिर क्या करूँ प्रिंट कर दूँ मैं क्या डी, और यहाँ पे अगर मैं माइनस माइनस कर दूँ ऐसे, ओके। और ये करने के बाद मैं प्रिंट कर दूँ डी को ऐसे, फिर उसके बाद मैं सेम सेम एज इट इज में जो ऊपर करा मैंने
तो यहाँ पे सेमी कोलन लगेगा यहाँ पे। तो सेम एज इट इज जो मैंने यहाँ पे करा था सेम मैंने यहाँ पे भी करा, देख सकते हैं आप। बस मैंने क्या करा, जो प्लस था उसकी जगह मैंने माइनस कर दिया। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो इंक्रीमेंट क्या कर रहा था, एक से इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट क्या करेगा, एक से डिक्रीमेंट। तो इसकी वैल्यू पहले क्या थी, 2। ओके, तो यहाँ पे जो इसका लास्ट आउटपुट था वो क्या था, 3। तो 3 के बाद से देखना। बट मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक डिवाइडर की तरह मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक लगा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो लोगों को। तो प्रिंट के बाद मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ। तो ये स्ट्रिंग है तो आप कुछ भी प्रिंट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, जो भी आप डालेंगे इसमें वो प्रिंट एज इट इज़ ऐसे हो जाएगा। इस वजह से मैंने ये डाल दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये डिवाइडर आप देख सकते हैं ये ऐसा बन गया, इस वजह से मैंने यहाँ पे ये करा। तो अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो आप देख सकते हैं पहले क्या था, ये 2, मैंने यहाँ पे 2 को प्रिंट करा तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। अब मैंने बोला प्रिंट कर दो क्या, किसको, डी को प्रिंट कर दो और क्या कर दो, डिक्रीमेंट। मीन्स डी को पहले प्रिंट कर दो फिर उसे क्या कर दो, माइनस। तो इसने क्या करा, डी को प्रिंट कर दिया, ठीक है, और क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया, एक से डिक्रीमेंट कर दिया। मीन्स अब ये 1 हो चुका है। अब ये 1 हो चुका है तो अब मैंने इसे प्रिंट करा तो हमें क्या आउटपुट में मिला, 1। अब ये 1 हो गया था। अब यहाँ पे मैंने बोला जो डी है मीन्स जो 1 है उसे कर दो डिक्रीमेंट और फिर उसे प्रिंट कर दो। तो 1 से क्या हो गया, 0, और वो प्रिंट हो गया। तो सेम ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एकदम सिमिलर है, बस दोनों में अपोजिट हो जाता है, उसमें इंक्रीमेंट और इसमें डिक्रीमेंट। तो नोट्स में मैंने पहले इंक्रीमेंट लिखा है, फिर यहाँ पे मैंने उसी का अपोजिट यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो यही होते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब देखते हैं हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक नई फाइल बनाऊंगा डॉट की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉम्प ऑपरेटर, ऐसे डॉट और डॉट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वाइड मेन फंक्शन बनाऊंगा, वाइड मेन, और यहाँ पे इसे ऐसे कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं हेडिंग की तरह कमेंट आउट कर देता हूँ कि ये है कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो आप इसे कंपैरिजन ऑपरेटर कहें या रिलेशनल ऑपरेटर्स कहें, दोनों एक ही बात है। तो ये होते क्या है, रिटर्न्स ट्रू इफ कंडीशन इज ट्रू एल्स फॉल्स, दिस ऑपरेटर्स कंपेयर्स द वैल्यूज। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि जो ऑपरेटर होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स या रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि एक दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने 10 दिया और 20 दिया तो ये कंपेयर करेंगे कि क्या 10 से 10 जो है वो 20 से बड़ा है, क्या 10 स्मॉलर है 20 से, या ग्रेटर है 20 से, या इक्वल है 20 के, या इक्वल नहीं है 20 के। तो आई होप आपको पता होगा कि कंपेयर करना मतलब क्या होता है। तो ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं इनका काम होता है दो वैल्यूज को कंपेयर करना। और ये क्या करते हैं ना कि ट्रू कब रिटर्न करते हैं, अगर जो कंडीशन है वो ट्रू होगी। जैसे यहाँ पे 10 है यहाँ पे 20 है, मैंने अगर डाल दिया 10 स्मॉलर देन 20, तो अगर 10 स्मॉलर होगा 20 से तो ट्रू प्रिंट होगा, बट अगर 10 ग्रेटर होगा 20 से तो फॉल्स प्रिंट होगा। तो इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कोड में। तो यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, इसको कोड देखता हूँ तो सबसे पहले मैं वेर इज इक्वल टू लिख देता हूँ 10, और एक दूसरा वेरिएबल बना देता हूँ एफ नाम का और उसे कर देता हूँ 20। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करूंगा, या मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ई, और यहाँ पे इज इक्वल टू एफ। ओके, तो ये जो इक्वल्स टू है ये क्या है, यही है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक ऐसे ही जो इक्वल्स टू है इसके अलावा भी और होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा ए इज इक्वल्स टू एफ। मैंने यहाँ पे बोला ई को कंपेयर करो एफ से, कैसे कि ये क्या ये दोनों इक्वल है। तो अगर एक इक्वल लगाता हूँ मैं तो ये गलत होगा, एक इक्वल नहीं, यहाँ पे दो इक्वल लगाते हैं। एक इक्वल हम लोग कब लगाते हैं, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। बाय द वे ये जो इक्वल्स टू होता है ये भी एक ऑपरेटर होता है, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। लाइक जब हम लोग किसी वेरिएबल में कुछ असाइन कर रहे हैं, जैसे ई में हम लोग क्या असाइन कर रहे हैं 10, तो ई में हम लोग क्या असाइन कर रहे हैं, ई में क्या डाल रहे हैं हम लोग 10, तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसको अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू सिर्फ कर देता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ई के अंदर एफ डाल रहा हूँ। तो हमें ये नहीं करना है, हमें इन दोनों में कंपैरिजन करना है। हमें ये चेक करना है कि क्या ई जो है वो एफ के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने डबल इज इक्वल टू लगा दिया। सो ये जो डबल इज इक्वल टू वो इक्वल टू की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट करो क्या, ई इज इक्वल टू एफ।
तो ई इज इक्वल टू एफ क्या है, ये है एक कंडीशन। तो अगर मैं नोट्स में दिखाऊं, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके रखा है, यहाँ पे मैंने बोला इक्वल टू मीन्स इक्वल्स, एक इक्वल, दो इक्वल, एक इक्वल के बराबर हुआ। मैंने यहाँ पे लिखा है इफ वैल्यूज आर इक्वल मीन्स कंडीशन इज ट्रू देन रिटर्न्स ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। तो ये जो इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, ये चेक करता है दो वैल्यूज को कि क्या ये दोनों जो वैल्यूज हैं, ये दोनों वेरिएबल्स हैं, क्या ये इक्वल है। जैसे ई है क्या 10, एफ क्या है 20, तो क्या ये 10 और 20 बराबर है, नहीं, तो हमें इसका आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स। तो इसे अगर मैं रन करूं, तो इसको रन करता हूं, तो इसका जो आउटपुट है हमें फॉल्स मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें इसका आउटपुट मिलेगा फॉल्स, क्योंकि ये 10 और 20 बराबर नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। बट अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, अब मैं इसे रन करता हूँ, अब हमें इसका आउटपुट क्या मिलेगा, अब हमें इसका आउटपुट मिलेगा ट्रू। क्यों, क्योंकि ये चेक कर रहा है कि क्या ई एफ के बराबर है, क्या 10 10 के बराबर है, हाँ 10 10 के इक्वल है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ट्रू। तो ये वाला जो ऑपरेटर होता है डबल इज इक्वल टू का, ये ऐसे ही वर्क करता है। तो यहाँ पे जो पहले से था, मैं वापस से इसको ऐसे कर देता हूँ 20। तो एक तो हम लोग ने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्या, ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन और इज इक्वल टू, ये क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखते हैं ऐसे प्रिंट, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ई लिखूंगा और एक्सक्लेमेटरी साइन इज इक्वल टू और यहाँ पे एफ। तो यहाँ पे ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि इसका मतलब हुआ नॉट। जैसे अगर मैं नोट्स में आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करा और इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो एक्सक्लेमेटरी साइन लिखा है, तो एक्सक्लेमेटरी और इज इक्वल टू इसका मतलब हुआ मीन्स नॉट इक्वल। तो ये जो इक्वल टू इसका मतलब क्या था, इक्वल टू। बट ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन और इज इक्वल का साइन होता है, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रू इफ नॉट इक्वल एल्स फॉल्स। तो यहाँ पे मैंने बोला क्या ई एफ के इक्वल नहीं है, तो डबल इज इक्वल टू काम करता है इक्वल की। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे क्या ई एफ के इक्वल है, बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या ई एफ के नॉट इक्वल है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया। तो अब अगर मैं इसे रन करूँ, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा हमें, ट्रू। क्यों, क्योंकि कंडीशन ट्रू है। क्या ई एफ के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन क्या है, ये ट्रू है, क्योंकि नहीं बराबर है, तो हमें इसका आउटपुट क्या मिला, ट्रू। तो ये जो इक्वल टू का साइन होता है, ये ऐसे ही वर्क करता है, ये क्या कर देता है, इसे नॉट कर देता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट कौन सा है। तो अगर मैं नीचे आऊँ, तो यहाँ पे क्या है, स्मॉलर देन और ग्रेटर देन, तो ये एकदम सिंपल से है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ प्रिंट ई स्मॉलर देन एफ और प्रिंट ई ग्रेटर देन एफ। तो ई स्मॉलर देन साइन का तो आपको मतलब पता ही होगा, छोटा, ग्रेटर देन साइन का मतलब बड़ा। तो क्या ई एफ से छोटा है, तो इसका आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। अगर ई एफ से छोटा होगा तो हमें ट्रू मिलेगा, और यहाँ पे अगर ई एफ से बड़ा होगा तो हमें ट्रू मिलेगा, वरना क्या मिलेगा, फॉल्स। तो अगर मैं नीचे आऊँ यहाँ पे, ओके, और मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें क्या मिला है। तो पहले वाली कंडीशन देखते हैं, इसका हमें आउटपुट क्या मिला, ट्रू। नीचे वाले का आउटपुट क्या मिला, फॉल्स। क्यों, अगर मैं ऊपर जाऊं, तो इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि सब कुछ दिखे इसमें। ओके, तो ई की वैल्यू थी 10 और एफ की जो वैल्यू थी वो थी 20। तो यहाँ पे मैंने बोला क्या ई छोटा है एफ से, क्या 10 छोटा है 20 से, तो हाँ, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो हमें क्या मिला, ट्रू। फिर मैंने यहाँ पे बोला है ई ग्रेटर देन एफ, क्या ई बड़ा है एफ से, क्या 10 बड़ा है 20 से, नहीं, इसका आउटपुट क्या है, फॉल्स। तो हमें क्या मिलेगा, फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स तो हमें मिलेगा फॉल्स, अगर कंडीशन ट्रू तो हमें मिलेगा ट्रू। कंडीशन क्या है, ये स्मॉलर ग्रेटर इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू, यही सारी क्या है, कंडीशंस है। तो इसका साइज मैं फिर से बढ़ा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि जो नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोग वो देखते हैं, तो मैं इसे कट करता हूँ वैसे। तो नेक्स्ट ऑपरेटर है यहाँ पे ई इज स्मॉलर देन इज इक्वल टू और ई ग्रेटर देन इज इक्वल टू। अब ये क्या है, तो अगर मैं पहले यहाँ पे लिखूँ ऐसे प्रिंट ई देन स्मॉलर देन और इज इक्वल टू एफ। तो ये जो स्मॉलर देन और इज इक्वल टू ये कैसे काम करता है, मैंने उसमें बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है स्मॉलर देन इज इक्वल टू मीन्स स्मॉलर और इक्वल, सो इफ एट लीस्ट वन कंडीशन ट्रू देन रिटर्न्स ट्रू एल्स रिटर्न्स फॉल्स। तो ये जो स्मॉलर देन मतलब क्या हुआ, स्मॉलर, इक्वल टू मतलब क्या हुआ, इक्वल। तो ये चेक करेगा
क्या ई छोटा है एफ से या इक्वल है एफ से, मतलब यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो छोटा हो या तो इक्वल हो। तो अगर दो कंडीशन में से एक भी ट्रू हुई, मीन्स मैंने यहाँ पे स्मॉलर देन लिखा है और इज इक्वल टू, तो अगर ई छोटा होगा एफ से या ई बराबर होगा एफ से तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू। अगर ई छोटा भी नहीं होगा, मीन्स अगर ई बड़ा होगा एफ से और ई जो है एफ के बराबर भी नहीं होगा तो हमें मिलेगा फॉल्स। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, एक है ई स्मॉलर देन एफ और एक है ई इज इक्वल टू एफ। अगर यहाँ पे दोनों कंडीशन में कोई एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो हमें मिलेगा ट्रू। तो चलिए चेक करते हैं इसे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ई स्मॉलर देन, पहले स्मॉलर देन देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला क्या ई छोटा है एफ से, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। क्या ई बराबर है एफ से, क्या ई बराबर है एफ से, ये 10 ये 20, नहीं ये कंडीशन है फॉल्स। बट दोनों कंडीशंस में एटलीस्ट एक कंडीशन तो ट्रू है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू। तो दोनों कंडीशंस में एटलीस्ट एक कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, तो एक कंडीशन अगर एटलीस्ट ट्रू है तो ट्रू मिलेगा। अगर दोनों ही कंडीशंस क्या है, फॉल्स हैं, तो हमें फॉल्स मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ट्रू। अब मैं क्या करता हूँ, अगर क्या करूँ यहाँ पे, मैं इसे क्या कर देता हूँ, इसे मैं 30 कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब आप देख सकते हैं ये दोनों ही कंडीशंस फॉल्स होंगी। क्या ई छोटा है एफ से, क्या 30 छोटा है 20 से, नहीं, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। क्या ई बराबर है एफ से, क्या 30 बराबर है 20 से, नहीं, ये भी हो गया फॉल्स। तो दोनों ही फॉल्स होगी, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, तो अगर मैं इसे रन करूं तो इसका आउटपुट हमें मिलेगा फॉल्स, क्योंकि दोनों कंडीशन में से दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हैं। अगर दो कंडीशन में से दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तो फॉल्स मिलेगा, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू है तो ट्रू मिलेगा, और अगर दोनों कंडीशन में एटलीस्ट एक भी ट्रू है तो हमें ट्रू मिलेगा। तो ठीक है, स्मॉलर देन है, ठीक वैसे ही जो ग्रेटर देन का होता है वो भी ठीक वैसे ही वर्क करता है। तो यहाँ पे ई चेक कर रहा था कि क्या ई छोटा है एफ से या बराबर है, यहाँ पे क्या चेक कर रहा है, क्या ई बड़ा है एफ से या एटलीस्ट इक्वल है। तो इसे मैं रन करता हूँ तो एक का हमें क्या मिलेगा, ट्रू। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक फॉल्स मिला, यहाँ पे ट्रू, क्यों के लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज रखी है। तो इसे मैं वापस से वैसे कर देता हूँ, इसे मैं 10 कर देता हूँ। ओके, अब रन करता हूँ इसे। तो जब अब मैं इसे रन करूंगा तो एक ट्रू मिलेगा एक फॉल्स, ये वाला हमें क्या मिल रहा है, ट्रू। और ये जो ये वाला है फॉल्स, ये वाला हमें इसका मिल रहा है फॉल्स। क्यों, अब मैं इसको भी बता देता हूँ एक बार। क्या ई जो है वो बड़ा है एफ से, क्या 10 बड़ा है 20 से, नहीं, तो ये क्या हुआ फॉल्स। क्या ई बराबर है 20 से, नहीं, तो ये भी हो गया फॉल्स। तो दोनों ही फॉल्स हो गए तो हमें मिल गया फॉल्स। तो यही होते हैं क्या, कंपैरिजन ऑपरेटर्स या रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। बाकी मैंने कोर्स में आपको सब कुछ एक एक चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है। यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल है, ये स्मॉलर और इक्वल है, तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हम लोग देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो इसके लिए मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर डॉट डॉट, और यहाँ पे मैं वॉइड मेन फंक्शन बनाऊंगा। ओके, यहाँ पे मैं, ओके सॉरी, इसको मैं मिला देता हूँ, वॉइड होगा ये। ओके, और नीचे लाता हूँ इसे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि अब हम लोग देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, तो अब देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अगर मैं नोट्स को ओपन कर दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो कंडीशन डाली, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली क्या है, ये जो एंड है ये, और यहाँ पे जो ये दो लाइन खींची इसे बोलते हैं और। तो यही होते हैं क्या लॉजिकल ऑपरेटर्स। और भी नीचे वो भी हम लोग देखेंगे, ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन वाला वो देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला वाला ऑपरेटर देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि इसको ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दो वेरिएबल बनाता हूँ, एक जी नाम का जो कि होगा 3, और एक बना देता हूँ एच नाम का जो कि होगा 6। ओके, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दो दो डालूंगा, क्या, दो कंडीशंस। पहले मैं बोलूंगा जी इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ क्या जी बराबर है एच के, ठीक है, इतना हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्या जी नहीं बराबर एच के, तो इसके मैं ऐसे कर देता हूँ एच। तो यहाँ पे मैंने दो कंडीशन डाली, मैंने यहाँ पे बोला है कि ये क्या जी बराबर है एच के, और यहाँ पे मैंने बोला है क्या जी नहीं बराबर एच के। बट इन दोनों को मुझे कंबाइन करना है, तो मैंने क्या कर दिया, एंड कर दिया ऐसे। तो जब मैं ऐसे करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा कि फॉल्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों कंडीशन चेक करेगा। अगर अगर ये कंडीशन भी ट्रू हुई और ये कंडीशन भी ट्रू हुई तब हमें ट्रू मिलेगा, वरना फॉल्स। अगर आप कोड में आए तो यहाँ पे मैंने कंडीशंस ये डाल रखी है। एंड क्या है, ये जो एंड ये डबल एंड जो है वो एक एंड है, तो इसे बोलते हैं एंड।
ये जो डबल एंड वाले साइन है इसे बोलते हैं एंड। यहाँ पे मैंने लिखा इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन रिटर्न्स ट्रू एल्स फॉल्स। तो ये जो दो कंडीशंस हैं, अगर दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट ट्रू, वरना क्या मिलेगा फॉल्स। अब इसे लॉजिकली समझिए, ये क्या है, ये कंडीशन है, तो यहाँ पे मैंने बोला ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों जो कंडीशंस हैं वो दोनों ही ट्रू होनी चाहिए। तो अगर मैं इसे रन करूँ, तो इसका रन करता हूँ मैं, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा हमें फॉल्स। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों कंडीशन में दोनों कंडीशंस नहीं सही है। तो अगर आप देखें यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है फॉल्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर मैं इसे काट कर डिलीट कर देता हूँ, फिर से रन करता हूँ कि सिर्फ इसी का, इस वाले फाइल का आउटपुट मिले, तो इस वाले फाइल का आउटपुट हमें मिलेगा क्या? फॉल्स। तो अगर मैं नीचे आऊँ, यहाँ पे मैंने बोला क्या जी बराबर एच के, क्या जी बराबर एच के नहीं, क्या जी नहीं बराबर एच के, हाँ जी नहीं बराबर एच के। यहाँ पे क्या हुआ कि एक कंडीशन ट्रू हुई और एक कंडीशन क्या हुआ फॉल्स। बट यहाँ पे हमें ट्रू नहीं रिटर्न होके मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एंड लगाया, मैंने बोला ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो अगर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू हैं तभी हमें क्या मिलेगा? ट्रू वरना फॉल्स। अब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ दो डाल सकते हैं, आप और भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एंड फिर से लगा दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया जी, और यहाँ पे स्मॉलर देन, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ एच। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक कंडीशन और लगा दी, मैंने बोला या तो ट्रू, क्या आई मीन यहाँ पे क्या ये दोनों ट्रू है, क्या ये दोनों ट्रू नहीं है, क्या ये दोनों स्मॉलर है, आई मीन जो जी है वो स्मॉलर है ऐसे। तो बेसिकली यहाँ पे आप कितने भी कंडीशंस डाल सकते हैं, बट आप जितने भी कंडीशंस डाले वो सब के सब अगर ट्रू होंगे तभी हमें ट्रू प्रिंट होके मिलेगा, वरना नहीं प्रिंट होके मिलेगा। तो इसे फॉर नाउ हटा देता हूँ, या मैं क्या करता हूँ इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसका डुप्लीकेट करके मैं क्या करता हूँ इस वाले कमेंट आउट को हटा देता हूँ, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है ताकि आपको पता रहे कि आप और भी लगा सकते हैं। अब मैं इसे रन करता हूँ, ओके। तो इसे मैं रन करूंगा तो इसका आउटपुट हमें मिल चुका है फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो दो कंडीशंस है ये दोनों की दोनों ट्रू नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से, मैंने यहाँ पे इस बार कंडीशन डाल दी जी स्मॉलर देन एच, और यहाँ पे कंडीशन डाल दी जी ग्रेटर देन एच, ओके। यहाँ पे दो कंडीशन डाली। अब यहाँ पे एक लॉजिकल ऑपरेटर डालूंगा। यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो दो लाइनें होती हैं जो बैक स्लैश होती है उस पर रहता है शिफ्ट पे क्लिक करके हम लोग बनाते हैं साइन, जो सीधी लाइन होती है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो डबल लाइन है इसका मतलब होता है और। तो यहाँ पे और लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ये सही हो या तो ये सही हो। अगर दोनों कंडीशंस में कोई एक कंडीशन ट्रू हो तो हमें मिल जाएगा ट्रू, वरना हमें मिलेगा फॉल्स। ठीक मैंने वैसा ही यहाँ पे नोट्स में भी लिखा है कि ये जो डबल लाइन है इसका मतलब हो और। इफ एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू देन इट रिटर्न्स ट्रू एल्स फॉल्स। अगर इन दोनों कंडीशन में एटलीस्ट एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो हमें ट्रू मिलेगा वरना फॉल्स। अगर मैं इसे रन करूं तो यहाँ पे हमें इसका आउटपुट क्या मिलेगा? ट्रू। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशंस में एटलीस्ट एक कंडीशन ठीक है। तो यहाँ पे जी स्मॉलर देन एच, क्या 3 स्मॉलर देन 6 है? हाँ ये ट्रू है। क्या जी ग्रेटर देन 6 है? नहीं ये तो फॉल्स है। बट ये तो ट्रू था ना, इन दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू थी ना, तो हमें क्या मिलेगा? ट्रू। क्यों? अगर ये मैं यहाँ पे एंड लगा देता तो हमें फॉल्स मिलता। एंड क्या करता है कि जो जितने भी कंडीशन लगाए हैं वो सबके सब ट्रू होने चाहिए। और क्या करता है, और में क्या करता है कि जितने भी कंडीशंस हैं उन सारी कंडीशंस में एटलीस्ट एक भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे और लगा सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं क्या कर दूँ कि इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ ऐसे, ओके। यहाँ पे मैंने रिप्लेस पे क्लिक कर दिया, तो इसको नीचे आता हूँ कंट्रोल प्लस डी, इसे कमेंट आउट कर दूंगा, बट फॉर नाउ मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे डाल देता हूँ, लेट्स से जी इज इक्वल टू एच ऐसे डाल देता हूँ, ओके। अब अगर मैं इसे रन करूँ तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा? इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा? ट्रू। क्यों? क्योंकि इन तीनों कंडीशन में एटलीस्ट एक कंडीशन तो ट्रू है, तो इस वजह से यहाँ पे ट्रू मिला। इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये दो ऑपरेटर्स भी हो गए। अब लास्ट ऑपरेटर देखते हैं वो क्या है। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ प्रिंट, और यहाँ पे लिख दूँ लेट्स से, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन डाल दी, मैंने डाल दिया जी इज इक्वल टू एच, ओके। इतना कर दिया। तो अभी मैंने जब इतना करा तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा? इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा? अगर मैं ऊपर आऊं, क्या जी बराबर है एच के, क्या जी बराबर है एच के, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। क्यों? इसका आउटपुट होगा फॉल्स, क्योंकि लिए 3 6 के बराबर नहीं है। तो अगर मैं इसे रन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें फॉल्स मिला। बट अगर मैं क्या करूं, ये जो कंडीशन है इसके ठीक पहले मैं क्या कर दूं, एक एक्सक्लामेटरी साइन लगा दूं। एक्सक्लामेटरी साइन लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ कोड को। तो अब हमें इसका आउटपुट क्या मिलेगा? अब इसका आउटपुट हमें मिला ट्रू। ऐसा क्यों हो गया? ये कंडीशन तो क्या है, ये कंडीशन तो फॉल्स है, बट हमें ट्रू क्यों मिल रहा है?
ट्रू हमें इसलिए मिल रहा है इसकी वजह से। अगर मैं नोट्स में आऊँ तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, तो इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कि जो एक्सक्लेमेटरी साइन है उसका मतलब होता है नॉट। तो जो कंडीशन होती है ये क्या कर देता है, एक्सक्लेमेटरी साइन उसका उल्टा कर देता है। जैसे इस कंडीशन का आउटपुट अगर आ रहा है ट्रू, तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन उसे फॉल्स कर देगा। अगर इस कंडीशन का आउटपुट आ रहा है फॉल्स, तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन उसे क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा। तो ये जो एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है, ये बेसिकली कंडीशन का जो आउटपुट होता है उसे क्या कर देता है, अपोजिट, उसे उल्टा कर देता है। जैसे जी इज इक्वल टू एच, मतलब जी क्या जी एच के बराबर है नहीं, तो इसका आउटपुट क्या आ रहा था, फॉल्स। बट मैंने जब ये लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रू। क्योंकि ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है वो कंडीशन के आउटपुट को उल्टा कर देता है। तो फॉल्स आ रहा था तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू आ रहा था तो फॉल्स हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे ट्रू आ रहा था, ठीक है। क्योंकि ये फॉल्स था तो इसने क्या कर दिया, इसे ट्रू बना दिया। तो यही होता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो मैंने नोट्स में भी वही लिखा कि इसका मतलब हो गया नॉट। इट कन्वर्ट्स ट्रू इन नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स, एंड फॉल्स इन नॉट फॉल्स मीन्स ट्रू। तो ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है इसका मतलब हुआ नॉट। तो अगर इसकी कंडीशन ट्रू आ रही तो मतलब क्या हुआ, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब क्या होता है, फॉल्स। तो अगर इसकी कंडीशन फॉल्स आ रही तो मतलब क्या हुआ, नॉट फॉल्स। नॉट फॉल्स मतलब क्या हुआ, ट्रू। तो ऐसे ही ये वर्क करता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग ने देख लिया, तो इसे मैं ऐसे कट कर देता हूँ। तो हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर्स भी देख लिए। अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक में अपने मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तो अगर मैं नीचे आऊँ थोड़ा, तो यहाँ पे टाइप टेस्ट ऑपरेटर्स। तो टाइप टेस्ट ऑपरेटर्स ये क्या होते हैं, टाइप टेस्ट ऑपरेटर्स चेक्स द टाइप ऑफ वैल्यू। ये क्या करता है, ये वाला ऑपरेटर जो टाइप होता है वैल्यू का वो चेक करता है। अब हमने डॉट रन टाइम टाइप से हम लोग ने क्या करा था कि जो वेरिएबल की वैल्यू होती है उसे चेक करना सीखा था। बट यहाँ पे हमें एक क्या मिलता है, ऑपरेटर भी मिल जाता है जिसकी हेल्प से हम लोग जो वैल्यू होती है, जो वेरिएबल होता है उसका डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि टाइप टेस्ट कर देता हूँ, टाइप टेस्ट ऑपर डॉट डॉट। ठीक, यहाँ पे भी मैं वॉइड मेन फंक्शन बनाऊंगा और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टाइप टाइप टेस्ट ऑपरेटर्स। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ये टाइप टेस्ट ऑपरेटर बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारे वेरिएबल हैं उनकी जो वैल्यू है उसका टाइप बताते हैं। जैसे वेर आई इक्वल टू अगर मैं जीरो कर दूँ, ओके। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट आई इज इंट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने बोला आई इज इंट, तो ये चेक करेगा क्या आई की जो वैल्यू है जीरो, क्या वो इंट है। अगर वो इंट होगी तो क्या कर देगा, हमें ट्रू मीन्स ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर जो जीरो है ये, अगर आई जो है, आई अगर इंट नहीं होगा तब हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर मैं इसे रन करूँ ऐसे, इवन तो मैं इससे डिलीट करता हूँ, नहीं इसको रन करता हूँ फिर से, ओके, ताकि इस फाइल का जो आउटपुट है सिर्फ वही है। तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, क्या आई इंट है, क्या ये जो जीरो है वो इंट है, हाँ है। तो हमें क्या मिला, ट्रू। अगर मैं क्या कर दूं, ये जो जीरो है अगर मैं इसे क्या कर देता हूँ, एक स्ट्रिंग बना देता हूँ। मैं इसे जीरो ऐसे कर देता हूँ। अगर मैंने स्ट्रिंग के अंदर जीरो लिखा है तो ये इंटीजर नहीं है, वो स्ट्रिंग ही होगा, आप कुछ भी लिख लें। अब हमें इसका आउटपुट क्या मिलेगा, अब हमें इसका आउटपुट मिलेगा फॉल्स। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसने देखा क्या आई इज इंट, क्या आई इंट के बराबर है, क्या ये जो स्ट्रिंग मैंने बनाई है ये, क्या ये इंट है, नहीं, तो इसका आउटपुट हमें क्या मिला, फॉल्स। तो ये ऐसे वर्क करता है, ओके। सो आई होप ये भी आ गया होगा। बट अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, प्रिंट लिख देता हूँ ऐसे, ऐसे, और यहाँ पे लिख देता हूँ आई देन इज एक्सक्लेमेटरी साइन इंट। तो अगर मैं नोट्स में हूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा इफ टाइप इज ट्रू देन रिटर्न ट्रू एल्स फॉल्स। और इसका मैंने एक्सप्लेनेशन क्या लिखा, इफ टाइप इज नॉट ट्रू देन ट्रू एल्स फॉल्स। तो अगर ये जो टाइप है अगर वो क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू, तो हमें ट्रू मिलेगा, वरना क्या मिलेगा, फॉल्स। तो अगर मैं क्या करूँ कि इसको ऐसे रन करता हूँ, तो बेसिकली आपको बताया था मैंने, एक्सक्लेमेटरी साइन क्या कर देता है, नॉट में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें क्या मिला, फॉल्स। तो अगर ट्रू था, जैसे ये कंडीशन क्या है, ट्रू, तो इसके आउटपुट क्या आ गया, फॉल्स। तो मैंने यहाँ पे बोला आई इज नॉट इंट, क्या आई इंट नहीं है, क्या आई इंट नहीं है, आई इज नॉट इंट, क्या आई इंट नहीं है। तो क्या आई इंट नहीं है, नहीं है, आई तो इंट है, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो हमें फॉल्स मिल गया। तो ये ऐसे वर्क करता है, तो इसे मैं कट कर देता हूँ। बाकी आप यहाँ पे स्ट्रिंग फ्लोट जो डबल होता है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म मैंने प्रिंट बताया, तो अगर मैं इसे फ्लोट भी कर देता हूँ ऐसे तो भी वर्क कर जाएगा, ओके। तो आप अपने अकॉर्डिंग वो दे सकते हैं। तो यही होता है टाइप टेस्ट ऑपरेटर्स। तो ये भी हम लोग ने देख लिया। अब क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो अगर मैं नीचे आऊँ ऐसे, तो नेक्स्ट है रीअसाइनिंग। अब ये रीअसाइनिंग क्या होता है,
तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ री असाइनिंग डॉट डॉट, यहाँ पे एक वाइड मेन फंक्शन, तो वाइड मेन फंक्शन, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ री असाइनिंग। अब री असाइनिंग देखते हैं। तो री असाइनिंग में क्या करा, एक वेरिएबल बनाया। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सीधे कोड से समझाता हूँ आपको। वेर जी इज इक्वल टू 10 लिखता हूँ। ओके, मैंने ये लिख दिया। अब मैं क्या करूँ, री असाइन मतलब क्या हुआ, अब मैंने बताया था इक्वल्स टू मतलब होता है असाइन करना। मतलब मैंने क्या करा, जे में 10 वैल्यू असाइन कर दी, मतलब जे में मैंने क्या कर दिया, 10 वैल्यू डाल दी। री असाइन मतलब क्या हुआ, फिर से असाइन करना। जैसे मैंने अभी तो जे के अंदर 10 डाल दिया, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जे के अंदर फिर से कोई वैल्यू डालना चाहता हूँ, तो वो कैसे होगा। तो अगर हम री असाइन करना चाहते हैं कोई वैल्यू, तो हमें सिंपली क्या करना होगा, जिस भी वेरिएबल में हम लोग वैल्यू डालना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करना होगा, बस उस वेरिएबल का नाम लिख देना होगा। जैसे इस वेरिएबल का नाम है जे, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें मैं 10 की जगह और कोई दूसरी वैल्यू डालना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं जो वेरिएबल का नाम है वो लिखूंगा, देन इज इक्वल टू लिखूंगा। फिर जो नई वैल्यू हम लोग डालना चाहते हैं जे में वो लिखना है, तो मैंने यहाँ पे जैसे 20 डाल दिया। अब मैं अगर प्रिंट कर दूं इसको, जे को, तब हमें इसका आउटपुट क्या मिलेगा, हमें इसका आउटपुट 10 नहीं मिलेगा, हमें इसका आउटपुट मिलेगा 20। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लगा देता हूँ जे, और इन दोनों को मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। अब इसे रन करता हूँ। ओके, तो इसे मैं रन करूंगा तो पहले क्या होगा, पहले जे की वैल्यू क्या थी 10, तो मैंने जब इसे प्रिंट करा तो इसकी वैल्यू क्या मिली 10। फिर मैंने बोला कि जे के अंदर अब डाल दो 20, फिर क्या कर दो, अब जे को प्रिंट कर दो, तो जे क्या प्रिंट हो गया 20। तो यहाँ पे मैंने जे की वैल्यू क्या कर दी, चेंज कर दी, जे की वैल्यू मैंने रीअसाइन कर दी, उसमें मैंने 10 था पहले, उसमें अब 20 डाल दिया। तो यही होता है क्या, रीअसाइनिंग। तो ऐसे ही रीअसाइनिंग होती है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बाकी मैंने कोड में तो वही लिख रखा है जो मैंने एक्सप्लेन करा। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे लिख दूँ असाइनमेंट ऑपर डॉट डॉट। ओके, यहाँ पे एक वाइड मेन फंक्शन बनाऊंगा जैसे हर बार बनाता हूँ। तो अगर मैं ऐसे कर दूँ वाइड मेन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब क्या करते हैं, नोट्स में आते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं नोट्स में आऊँ, तो यहाँ पे मैंने वेर के इक्वल टू 90 लिखा है, और यहाँ पे मैंने बोला है जो इक्वल्स टू है इज ऑल्सो एन असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू असाइन समथिंग। मैंने बता चुका हूँ आपको, 2 बार बता चुका हूँ कि ये जो इक्वल्स टू का साइन होता है वो क्या होता है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। क्यों, केवल इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे मैंने वेर लिखा और यहाँ पे लेट्स से मैंने के लिख दिया, देन 90। तो मैंने क्या करा कि ये जो इक्वल टू का साइन है वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर, मैंने के अंदर 90 असाइन कर दिया। अब जो मेन काम है वो देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ, मैंने यहाँ पे लिखा के प्लस इज इक्वल टू 10, ये क्या है। तो अगर मैं क्या करूँ, के इज इक्वल टू, जैसे मैंने 10 कर दिया, तो यहाँ पे क्या करा, मैंने के अंदर जो 90 डाला था पहले, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने इसे रीअसाइन कर दिया। अब मैंने के अंदर 10 डाल दिया, बट यहाँ पे मैंने एक प्लस का साइन लगाया। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा दूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ, सीधे प्रिंट करता हूँ इसे, मैं यहाँ पे के को प्रिंट करता हूँ। अब इसका आउटपुट देखिएगा आप क्या मिलेगा। तो अगर मैं इसे रन करूँ, ओके, तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, इसका आउटपुट हमें मिलेगा 100। क्यों 100 क्यों मिला, मैंने बोला के की वैल्यू 90 है। यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला कि के अंदर 10 डाल दो, मैंने बोला कि के की जो वैल्यू है उसमें प्लस कर दो 10, मैंने यहाँ पे ये बोला। तो जब हम लोग प्लस लगाते हैं तो जो के की वैल्यू होती है उसमें प्लस हो जाती है ये वाली वैल्यू जो हम लोग डालते हैं। अगर मैं माइनस लगा दूं तो क्या होगा कि जो के की वैल्यू थी उसमें ये वाली जो वैल्यू हमने डाली है वो माइनस हो जाएगी। और बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे रीअसाइनमेंट एक्चुअली हो रहा है। यहाँ पे कैसे हो रहा है, मैंने बोला जो के की वैल्यू थी उसमें क्या कर दो 10 प्लस कर दो और उसे ही बना दो के। तो इसने क्या करा, के की वैल्यू क्या थी 90, उसमें प्लस कर दिया 10 और जो वैल्यू आई उसको डाल दिया के में, फिर मैंने उसे प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया 100। तो ये ऐसे ही वर्क करता है। अब ठीक वैसे क्या करता है, यहाँ पे अगर मैं के इंटू इज इक्वल टू कर दूँ, के इंटू और इज इक्वल टू कर दूँ और यहाँ पे 10 कर दूँ। अब मैं प्रिंट करूँ के को, अब इसका आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे मैंने क्या करा था, प्लस इज इक्वल टू 10 कर दिया था, मीन्स 90 था। तो यहाँ पे 90 में 10 प्लस हुआ, फिर के में स्टोर हो गया, मीन्स वो 100 हो गया था। अब मैंने बोला कि जो के था, के क्या था 100, 100 में इंटू कर दो क्या 10, और जो भी वैल्यू आए उसको के में डाल दो। तो 100 इंटू 10 क्या होता है 1000। तो यहाँ पे के अंदर अब क्या आ चुका है 1000, और मैंने उसे यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे हमें इसका आउटपुट में क्या मिला
1000। ठीक, वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिवाइड भी कर सकते हैं, परसेंटेज का यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मैंने परसेंटेज का यूज़ कर लिया, ओके। यहाँ पे इज इक्वल टू कर देता हूँ और यहाँ पे लेट्स से मैं 900 कर देता हूँ ताकि हमें एक रिमाइंडर मिले। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ओके, ये ऐसे होगा, यहाँ पे एक ऐसे होगा, यहाँ पे के होगा, ओके। यहाँ पे मैंने बोला क्या, यहाँ पे ये 1000 था, मैंने बोला के में डिवाइड कर दो क्या 900, जो रिमाइंडर आए के में डाल दो। तो ये जब डिवाइड करेगा 1000 को 900 से, उसमें जो भी रिमाइंडर आएगा उसको के में डाल देगा। तो जब 1000 से 900 डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आता है 100, तो वही हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिल गया। तो यही होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ये बाकी मैंने यहाँ पे कोर्स जो कोड है मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है नोट्स में, आई मीन इसका आउटपुट देन एक्सप्लेनेशन। बेसिकली मैंने नोट्स में सब कुछ लिख रखा है, अब इसे एक बार बस पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली ये वाला भी चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है जिसका नाम था ऑपरेटर्स। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही वाइडली यूज़ करने जाने वाला चैप्टर या ऑपरेटर आप बोल सकते हैं इसे, है ही एक्चुअली ऑपरेटर्स। सो ये भी बेसिकली बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, आपको हर जगह यूज़फुल आएंगे। तो बेसिकली ये वाला भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप आपको सारे के सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। सो अब बारी आती है चैप्टर नंबर 3 की। तो इसका मैं पीडीएफ खोलूंगा ब्राउजर में और मैं क्या करता हूँ कि इसको वीएस कोड में भी ओपन कर लेता हूँ। तो इसे मैं ब्राउजर में ओपन करूंगा और वीएस कोड में, ओके, इसे मैं कट कर देता हूँ, ओके। सो इस चैप्टर का नाम है कंडीशनल एक्सप्रेशंस। सो कंडीशनल एक्सप्रेशन से क्या मतलब है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट समथिंग अकॉर्डिंग टू कंडीशंस देन वी यूज कंडीशनल एक्सप्रेशंस। सो जब हम लोग को कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं या लेट्स से कुछ भी काम कराना चाहते हैं कंडीशंस के अकॉर्डिंग। कंडीशंस जैसे क्या, जैसे लेट्स से हमारे पास दो नंबर हैं, एक है ए, एक है बी, ये दो वेरिएबल्स हैं जिसके अंदर कुछ नंबर है। तो लेट्स से ए के अंदर 10 है, तो मैं चाहता हूं कि अगर अगर ए के अंदर 10 है तो प्रिंट कर दो ए इज 10। अगर ए के अंदर 10 नहीं है तो प्रिंट कर दो ए इज नॉट 10। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कंडीशंस लगी हैं, अगर ए 10 हो तो, अगर ए 10 ना हो तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है कंडीशंस। तो जब हम लोग कंडीशंस के अकॉर्डिंग कोई काम करना चाहते हैं तब हम लोग कंडीशनल एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं। अगर रियल लाइफ में एग्जांपल दूं तो लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि अगर अगर मैं कोडिंग करते करते बोर नहीं हुआ तो मैं कोडिंग करता रहूंगा, बट अगर मैं कोडिंग करते करते बोर हो गया तो मैं GTA 5 खेलूंगा। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि अगर मैं बोर नहीं हुआ कोडिंग करते करते तो मैं क्या करूंगा, कोडिंग करता रहूंगा। बट अगर मैं कोडिंग करते करते बोर हो गया तो मैं GTA 5 खेलूंगा। तो यहाँ पे दो कंडीशंस है। तो हम लोग चाहते हैं जब कंडीशंस के अकॉर्डिंग कोई काम करना तब हम लोग यूज करते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशंस का। तो मैं क्या करता हूँ, सीधे VS कोड में यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ। तो लेट्स से यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं CH या इसको मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्ट लेट्स से यहाँ पे सिंगल लाइन कंडीशन डॉट डॉट, ये पहला टॉपिक इस वजह से मैंने इसके टॉपिक से नाम रख दिया, ओके। इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दूंगा मैं। और सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे void main एक फंक्शन बनाते हैं, तो सबसे पहले वो भी बना देते हैं। तो ये होगा void main और ऐसे नहीं ऐसे, ओके। इसका साइज थोड़ा सा और, बस इतना काफ़ी है, बस इतना, ओके। तो मैं क्या करता हूँ सीधे कोड से समझाता हूँ। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है ए इज इक्वल टू 10, ओके। तो यहाँ पे मैंने बस एक वेरिएबल बनाया। तो अगर मैं नोट्स में खोलूँ तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे, मैंने इसको यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखना भूल गया था, इस वजह से मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया सिंगल लाइन कंडीशन विद टर्नरी ऑपरेटर। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, सिंगल लाइन कंडीशन। तो हम लोग देखेंगे कि सिंगल लाइन में हम लोग कंडीशंस डाल के कैसे काम कर सकते हैं। तो किस ऑपरेटर की हेल्प से, टर्नरी ऑपरेटर। ये जो क्वेश्चन मार्क वाला होता है इसे बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो मैं क्या करता हूँ सीधे यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वेर लिखता हूँ, देन ए, देन कैपिटल आर मीन्स ए का रिजल्ट, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हम लोग क्या वैल्यू ऐसे डालते थे, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू ना डाल के हम लोग इसके अंदर कंडीशंस डालेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे कंडीशन डालूँ तो यहाँ पे हमें दो कंडीशन डालनी है, एक इफ की कंडीशन डालनी है और एक एल्स की। इफ की मतलब, इफ का मतलब होता है अगर, एल्स का मतलब हुआ है लाइक मैं बोलना चाहता हूँ अगर इफ ए इज 10 देन प्रिंट ए इज 10 एल्स प्रिंट ए इज नॉट 10, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखूँ, सबसे पहले एक कंडीशन डालनी, तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि लेट्स से ए इज स्मॉलर देन 100।
यहाँ पे मैंने कंडीशन डाल दी ए इज स्मॉलर देन 100 और यहाँ पे मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैंने यहाँ पे पूछा, जैसे मैंने यहाँ पे बोला अगर अगर ए स्मॉलर देन 100, अगर ए छोटा है 100 से, तब क्या करो, तब क्या करो, तब क्या करना है कि मुझे यहाँ पे कुछ प्रिंट कराना है। प्रिंट नहीं, मैं मुझे यहाँ पे एक वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए इज ग्रेटर, ए इज स्मॉलर डाल देता हूँ, ए इज स्मॉलर देन 100, मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। ओके, तो इवन तो मैं स्मॉलर देन 100 की जगह ए इज ग्रेटर डायरेक्ट लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं ग्रेटर का साइन लगा देता हूँ। अब ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला अगर ए ग्रेटर है 100 से तो क्या कर दो। तो ये जो ए इज ग्रेटर है ये क्या है, यहाँ पे मैंने ये करा क्या, ये स्ट्रिंग डाल दी है। तो ये स्ट्रिंग क्या होगी ना, ये जो ए आर है उसके उसमें स्टोर हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार पूरा लिखता हूँ फिर बताता हूँ। अभी आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे मैंने बोला अगर ए ग्रेटर है 100 से तो क्या करो, ये जो है ये स्ट्रिंग इसमें डाल दो। अब क्या करना है, इफ वाली कंडीशन होगी, अब एल्स वाली स्टेटमेंट डालनी है। तो यहाँ पे अगर एक कोलन लगाना है, ऐसे कोलन लगाना आपको, फिर यहाँ पे आपको क्या करना देना है, यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन लिखनी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए इज स्मॉलर। ओके, ऐसे कर दिया मैंने। तो यहाँ पे इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे बोला अगर ए ग्रेटर है 100 से तो क्या करो। तो अगर ए ग्रेटर है 100 से तो ये जो ये वाला है ए इज ग्रेटर, ये डाल देना किसमें, ए आर वेरिएबल में। अगर ए ग्रेटर नहीं है 1000 से तो ए इज स्मॉलर, ये वाला डाल देना ए आर में। तो यहाँ पे दो कंडीशन, एक कंडीशन है यहाँ पे स्मॉलर वाली कंडीशन है, बट उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन दो चीज़ें हो रही हैं। जैसे जैसे यहाँ पे मैंने दो चीज़ें डाली, एक चीज़ ये डाली मैंने, एक ये। तो ये वाला जो है ये इफ़ की तरह काम कर रहा है और ये कैसे काम कर रहा है, एल्स की तरह। मैंने बोला इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 100 तो ये स्टोर कर दो, एल्स एल्स वरना वरना ये स्टोर कर दो। तो अगर क्या होगा, ए अगर ग्रेटर होगा 100 से तो ये वाला क्या होगा, इसमें स्टोर हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा, ये वाला इसमें स्टोर हो जाएगा। ये मैंने क्या करा, नोट्स में भी यही मैंने लिखा है। तो अगर इसको मैं नीचे लाऊं और थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ साइज इसकी, तो यहाँ पे मैंने डाला है कि ये कंडीशन है। ओके, और यहाँ पे मैंने डाला टू डू इफ ट्रू, मैंने यहाँ पे एरो लगा के लिखा है अगर अगर ट्रू है तो क्या करो, ये स्टोर कर देना इसमें, वरना ये वाला स्टोर कर देना। इफ कंडीशन ट्रू देन इट विल बी असाइंड इन ए आर, अगर कंडीशन ये वाली, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा ए आर में। यहाँ पे मैंने लिखा टू डू इफ फॉल्स, मीन्स अगर कंडीशन फॉल्स है, ये नहीं है, तब क्या करना है, ए इज स्मॉलर जो है वो डाल देना यहाँ पे, इसमें असाइन कर देना। इफ फॉल्स देन इट विल बी असाइन इसमें। ओके, तो यही चीज़ें मैंने नोट्स में भी लिख रखी है। तो अब जरूरी नहीं यहाँ पे आप स्ट्रिंग डालें, आप यहाँ पे नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने ऐसे 100 डाल दिया, 100 डालने से क्या होगा, ये जो 100 है ए आर में स्टोर हो जाएगा। सो बेसिकली आपने क्या कर देना, ये इतना कंडीशन लिख देना है, ये कंडीशन लिखा क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आपको लिखना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाली चीज, अब ये वाली चीज जो आप यहाँ पे डालेंगे वो इसमें स्टोर हो जाएगी। अगर कंडीशन ये वाली फॉल्स है तो कोलन के बाद वाला जो पार्ट है ये स्टोर हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे दो चीजें होंगी अपने अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया। अब अगर मैं प्रिंट करूँ ए आर को, ओके, ऐसे मैंने प्रिंट करा ए आर को, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा। तो क्या ये जो 10 है, क्या ये 10 ग्रेटर है 100 से, नहीं, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये वाला। मीन्स ये जो ए स्मॉलर है ये इसमें स्टोर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए स्मॉल है, स्मॉलर है 100 से। तो इसे मैं रन करता हूँ और इसका जो आउटपुट है हमें मिलेगा ये जो ए इज स्मॉलर है ये वाला। क्यों, क्योंकि ये ए इज स्मॉलर एल्स वाला है और ये क्या होगा कि ए आर में स्टोर हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। फिर हम लोग ने ए आर को प्रिंट कर दिया तो यहाँ पे ए आर ठीक वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। सो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, हमें आउटपुट ये देखने के लिए मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। ओके, बाकी न्यूज़ में भी मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके लिख दिया है। आप ये न्यूज़ बस देख लें, आपको सब कुछ ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। बाय द वे ये भी बता दूं कि ये जो क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन मार्क है ये, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। बाकी आपको बस इतना याद रखना है कि इसका सिंटेक्स कैसा होता है। बाकी इसका हेडिंग क्या था, इसका हेडिंग था सिंगल लाइन कंडीशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा है, सिंगल लाइन में ही कंडीशंस डाली हैं। अभी हम लोग मल्टी लाइन में देखेंगे, ठीक है। तो अभी ये क्या है, सिंगल लाइन में मैंने कंडीशन डाली और इसके अकॉर्डिंग हम लोग ने क्या करा, यहाँ पे कुछ चीज़ें करी हैं। इस वजह से इसका नाम है सिंगल लाइन कंडीशन विद टर्नरी। ये जो टर्नरी ऑपरेटर है इसे, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है भी, ये थोड़ा सा टाइम क्यों ले रहा है। पहली बार जब एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ओके,
तो इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे नीचे कर देता हूँ। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा सिंगल लाइन वाला कैसे वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ पे हमें मिल गया ए इज स्मॉलर। क्यों? क्योंकि ए जो था वो स्मॉलर था, इस वजह से क्या हुआ, ये हमारा असाइन हो गया ए आर वेरिएबल में, फिर मैंने ए आर को प्रिंट कर दिया। तो यही होता है सिंगल लाइन कंडीशन। ठीक है, तो इसे मैं ऐसे कट कर देता हूँ। तो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सिंगल लाइन कंडीशन विद नल ऑपरेटर। नल ऑपरेटर किसे बोलते हैं? ये जो डबल है, डबल क्वेश्चन मार्क, इसे बोलते हैं नल ऑपरेटर। तो मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ जल्दी से यहाँ पे, और इसे मैं कर देता हूँ नल ऑपरेटर डॉट डॉट। ओके, और इसे मैं बंद कर देता हूँ इसे। यहाँ पे void मेन फंक्शन, तो void मेन। ठीक है, अब यहाँ पे कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ मैं var b नाम के, और इससे मैं क्या कर देता हूँ, नल। अब मैंने यहाँ पे नल कर दिया। नल का मतलब क्या है, अभी तक तो हम लोग यहाँ पे ऐसे 10 डाल लेते हैं या ऐसे डाल दिया स्ट्रिंग, कुछ भी डाल लेते हैं। ओके, बट मैंने यहाँ पे नल डाल दिया। तो ये नल क्या है, नल मतलब क्या होता है, नल मीन्स होता है कुछ नहीं, एम्प्टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने बी के अंदर कुछ नहीं डाला, तो ये नल का मतलब हुआ कुछ नहीं। तो मैंने बी के अंदर क्या डाला, कुछ नहीं, मीन्स बी के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बी है वो एक नल है। ओके, आई होप ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वेर बी रिजल्ट, ऐसे लिख देता हूँ या एक स्पेस यहाँ पे, वेर बी, और यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बी, देन यहाँ पे जो आई वाला ऑपरेटर होता है नल ऑपरेटर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10। अब मैंने यहाँ पे ये क्या करा, अगर मैं नोट्स में आऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इफ बी विल बी नल देन 10 विल बी असाइन इन बी, एल्स वैल्यू असाइन इन इट विल बी सेम। तो यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो बी है, ये बी अगर नल होगा तो क्या होगा, ये जो मैंने वैल्यू लगाई है ये नल ऑपरेटर के बाद, तो क्या होगा कि ये जो 10 है वो बी रिजल्ट में क्या हो जाएगा, असाइन। बट अगर ये जो बी है वो नल नहीं होगा तो इसकी वैल्यू जो असाइन करी है, मीन्स बी की वैल्यू जो भी होगी वो इसी में आ जाएगी। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सीधे रन करता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पे बी लिखता हूँ, रिजल्ट यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ और इसे रन कर देता हूँ। तो ये चेक करेगा यहाँ पे, अगर बी क्या होगा, अगर बी नल नहीं होगा तो 10 क्या हो जाएगा, इसमें स्टोर हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे 10 इसका आउटपुट आ रहा है, क्यों, क्योंकि बी अभी क्या है, नल। तो अगर मैं इसे नल की जगह कोई वैल्यू डाल दूँ, मैं यहाँ पे 100 डाल दिया, तो आपने देखा यहाँ पे पहले वार्निंग शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले बता रहा है कि ये एक नल नहीं है, तो ये जो वैल्यू है वही रहेगी। तो इसे मैं अगर रन करूँ, तो इसको मैं जब रन करूंगा तो इसका आउटपुट अब 10 नहीं मिलेगा, इसका आउटपुट हमें मिलेगा 100। तो ऐसा क्यों हुआ, तो आप देख सकते हैं कि मैंने बोला था कि यहाँ पे बी अगर नल होगा तो ये जो 10 है वो इसमें स्टोर हो जाएगा। बट अगर बी जो है वो नल नहीं होगा तब क्या हो जाएगा कि इसमें जो बी की वैल्यू है वही स्टोर हो जाएगी। तो अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, जैसे मैंने इसको ऐसे कर दिया, अब क्या फर्क हो गया, अगर मैं इसे रन करूँ फिर से, अब इसका आउटपुट क्या मिलेगा हमें, अब इसका आउटपुट मिला में 10। तो ऐसा क्यों हुआ, मैंने बोला था नल मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। अभी मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू डाली है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी एक नल है। तो अगर आप ऐसे छोड़ दे रहे हैं तब भी बी क्या है, नल। अगर मैं इसे ऐसे साइन ना करूँ, यहाँ पे मैंने क्या करा, बी के अंदर वैल्यू डाल दी, बट अगर मैं इसे हटा दूँ तो अब बी के अंदर कुछ नहीं है, मीन्स क्या हुआ, बी एक नल है। तो अगर मैं बी इक्वल टू ऐसे नल लिख दूँ तो वो बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, वेर बी, ऐसे छोड़ देता हूँ और इसे कमेंट आउट कर देता हूँ ऐसे। तो ये जो इतना मैंने लिखा है ये और ये सेम है, क्यों, क्योंकि मैंने बी के अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली है तो एक नल है। बट बी के अंदर मैंने वैल्यू तो डाली, बट क्या डाली, नल। मैंने बोला कि बी एक नल है। तो ये कैसे वर्क करता है, मैंने यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूँ। बी यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे डबल ऑपरेटर मैंने लगाया, डबल, ये नल ऑपरेटर होता है, डबल क्वेश्चन मार्क, फिर मैंने बोला 10। अगर बी नल होगा तो 10 स्टोर हो जाएगा बी रिजल्ट में, अगर बी नल नहीं होगा तो जो भी बी की वैल्यू होगी वो बी रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी। ओके, तो यही होता है क्या, जो नल ऑपरेटर होता है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, सिंगल लाइन कंडीशन में ऐसे यूज कर सकते हैं। बाकी मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब नीचे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि इफ एल्स स्टेटमेंट ये क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे दूसरा फाइल बनाता हूँ मैं डॉट की, तो यहाँ पे लिखता हूँ इफ, यहाँ पे एल्स डॉट डॉट, और मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे void मेन फंक्शन बनाता हूँ, void मेन। ओके,
अब सिंगल लाइन तो देख लिया हमने, सिंगल लाइन में कैसे कंडीशन डाल के काम कर रहे थे। अब हम लोग डबल लाइन में देखेंगे, और एक्चुअली डबल लाइन वाला और इजी होता है सिंगल लाइन से। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो वेर सी इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे लेट्स से मैंने कोई सी वैल्यू डाल दी, जिसमें डाली वही डाल देता हूँ। लेट्स से मैंने 5 डाल दी, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे समीकरण। अब यहाँ पे हमें आपने अगर हेडिंग देखा होगा तो यहाँ पे एक इफ है, एक एल्स है। तो यहाँ पे इफ के अंदर हमें एक कंडीशन डालनी होगी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, इफ के अंदर जो हम लोग कंडीशन डालेंगे ये चेक करेगा। अगर इफ के अंदर जो मैंने कंडीशन डाली है वो अगर ट्रू हुई तो इसके अंदर इफ ब्लॉक के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मैं इसका सीधे कोड लिखता हूँ, तो इफ लिखूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखूंगा सी इज इक्वल टू 5, यहाँ पे ब्रेसेस लगाने। इफ लिखना है, फिर यहाँ पे डबल जो पैरेंथेसिस होते हैं सर्कल वाले ब्रैकेट, उसके अंदर कंडीशन डालनी है, फिर यहाँ पे ऐसे ब्रेसेस लगाने दो। फिर इसके अंदर हमें कोड लिखना है। तो यहाँ पे मैं फॉर नाउ लिख देता हूँ, लेट्स से प्रिंट कर दो कि 5 या सी इज 5, ओके। और ये इसको ऐसे कर देता हूँ। अब मैं समझाता हूँ यहाँ पे मैंने क्या करा है। तो यहाँ पे मैंने बोला इफ अगर अगर जो c है वो बराबर हो 5 के, तो क्या करो, तो ये प्रिंट कर दो। तो अगर c 5 के बराबर होगा तभी ये प्रिंट होगा, वरना ये प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी ये एग्जीक्यूट होगा, तभी ये प्रिंट होगा, वरना प्रिंट नहीं होगा। सो इफ ऐसे वर्क करता है। अगर अब इफ था और एल्स भी था। अब एल्स क्या होता है, तो यहाँ पे मैं अगर लिखूं एल्स, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी इज नॉट 5, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एल्स लिखा। यहाँ पे तो मैंने कंडीशन नहीं डाली है। तो एल्स मतलब आप समझिए क्या होता है, वरना। एल्स मतलब क्या होता है, वरना। तो यहाँ पे मैंने बोला अगर सी 5 के बराबर है तो प्रिंट कर दो, वरना क्या कर दो, वरना ये प्रिंट कर दो। क्या कि सी इज नॉट 5। इस वजह से एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं डलती है। तो अगर क्या होगा कि अगर सी की जो कंडीशन मैंने यहाँ पे डाली है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन क्या होती है, फॉल्स हो जाती है, तब क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। अब इसके अंदर आप बहुत सारे प्रिंट लगा सकते हैं। आप बेसिकली इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी कोड आपको एग्जीक्यूट करना आना है। तो यहाँ पे अगर आप और भी प्रिंट डालें तो और डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो भी आपको करना है वो डाल सकते हैं। इसके अंदर कोर्स आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये दोनों जो ब्रेसेस हैं, इन दोनों ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड होगा वो सब एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक वैसे ही एल्स के अंदर ये जो ब्रेसेस लगे हैं, इनके अंदर जो भी कोड्स होंगे वो सब के सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ, तो मैं रन कोड पे क्लिक करता हूँ, ओके। और मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे लाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसे डिलीट करके फिर से रन करता हूँ, ताकि सिर्फ इसी का आउटपुट देखें तो कन्फ्यूजन ना हो। तो इसका आउटपुट हमें मिलेगा सी इज 5। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन एक ट्रू कंडीशन है। तो ये क्या हो रहा है, ओके, मुझे रन कोड करना है तो ऐसे करता हूँ मैं। बाकी मैंने कोर्स में भी सेम वही लिखा रखा है, इफ स्टेटमेंट इज ट्रू देन इफ ब्लॉक्स कोर्स विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर इफ का जो ये कंडीशन है वो ट्रू हुई तो इफ ब्लॉक मीन्स ये दोनों जो ब्लॉक हैं इसके अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, वरना क्या होगा, यहाँ पे मैंने एल्स में लिखा है इफ यहाँ पे इट होगा, इफ इट स्टेटमेंट इज फॉल्स देन एल्स ब्लॉक्स कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर जो इफ के अंदर मैंने कंडीशन डाली है ये अगर फॉल्स हो गया तो एल्स के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे मैंने लिखा कि c इज इक्वल टू 5 विल बी द आउटपुट एज इफ कंडीशन इज ट्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने ये आउटपुट भी मैंने लिख दिया कि इसका आउटपुट ये आएगा क्योंकि ये जो कंडीशन है वो ट्रू है। तो अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आया है c इज 5। तो ऐसा क्यों हुआ? तो आप देखें यहाँ पे कि ये क्या, ये वाली कंडीशन ट्रू है? क्या c 5 के बराबर है? हाँ, c 5 के बराबर है, मीन्स ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो क्या हो गया, ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। बट अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसे जैसे मैंने 6 कर दिया, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ कोड को। तो मैंने रन करा कोड को, अब इसका आउटपुट क्या मिलेगा हमें, तो ये रन हो रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे आउटपुट हमें मिला c इज नॉट 5। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन अब क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि मैंने इसे 6 कर दिया। तो इसने देखा अगर c बराबर हो 5 के, तो इसने देखा क्या c बराबर है 5 के, नहीं। तो ये कहाँ पे गया, ये एल्स के पास गया। इसने एल्स के पास गया ये, और इसका कोड यहाँ पे इसने एग्जीक्यूट करा दिया। तो ऐसे ही वर्क करता है। तो अगर मैं इसे ऐसे कट कर देता हूँ,
बाकी आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ एक कंडीशन डाल सकते हैं, आप और भी डाल सकते हैं। यहाँ पे एंड लगा दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया सी इज़ ग्रेटर देन 10, ऐसे कर दिया। ठीक है, तो आप बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे कंडीशन डाल सकते हैं एक कंडीशन के अलावा। तो इफ़ एल्स तो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, आई होप आपको ये वाला भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो सीधे नोट्स में जाते हैं, देखते हैं क्या है। तो इसको मैं, बाकी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन पूरा कर दिया, अब ये पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं कि एलसिफ क्या होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एलसिफ नाम का एक फाइल बनाता हूँ, एल्स, और यहाँ पे इफ, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डॉट डॉट, यहाँ पे void मेन फंक्शन, void मेन, और ऐसे। ओके, अब देखते हैं कि ये एल्स इफ क्या है। तो अगर मैं नोट्स खोलूँ, else if is used to put multiple conditions and to execute the code of it of which the condition is true. So else if का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम लोग मल्टीपल कंडीशन चेक करना चाहते हैं। जैसे मैं देखना चाहता हूँ डी अगर 1 हो तो और कुछ प्रिंट करो, डी अगर 2 है तो और कुछ प्रिंट करो, डी अगर 3 है तो और कुछ प्रिंट करो। सो बेसिकली मैं मल्टीपल कंडीशन डालना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक कंडीशन नहीं डालना चाहता हूँ कि अगर डी 1 हो तो ये प्रिंट करो। मैं चाहता हूँ कि और कंडीशंस हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग काम करा सकते हैं। तो हम लोग एल्स इफ का यूज करते हैं। ऑल द एल्स इफ कंडीशन गेट्स चेक्ड अंटिल द ट्रू कंडीशन इज नॉट मेट। तो हम लोग एल्स इफ जो कंडीशन होता है इसके अंदर जो हम लोग डालते हैं कंडीशन, वो बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक हो सकता है। तो सारे चेक होंगे और जो भी ट्रू होगा उसका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इट कैन बी इन एनी नंबर, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि एल्स इफ कितने भी नंबर का हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, सीधे क्या करता हूँ कि कोड में जाता हूँ, अपने वीएस कोड में, यहाँ पे कोड लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वेर डी इज इक्वल टू 3। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट डालूंगा। मैंने लिखा इफ, यहाँ पे ऐसे लिख दिया। क्या मैं सीधे एल्स लिख सकता हूँ? तो अगर मैं एल्स लिखूँ, एल्स लिखूँ ऐसे, तो ये करना गलत होगा, ऐसे नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइक ब्लॉक बनाना पड़ेगा, एक ट्री। लाइक मैंने लिखा इफ, देन यहाँ पे मुझे एक कंडीशन डालनी, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 1। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो डी है वो 1 के बराबर हो, तो यहाँ पे क्या कर दो, प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो कि डी इज इक्वल्स टू 1, ऐसे बंद कर दिया। तो एक कंडीशन तो होगी इफ की, मैंने यहाँ पे डाल दिया कि अगर डी 1 के बराबर है तो यहाँ पे ये कर दो। अब मैं चाहता हूँ कि अगर डी 2, अगर डी 2 के बराबर है तब मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ डी इज इक्वल्स टू 2, तो वो कैसे हुआ? तब काम आता है एल्स इफ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्स, फिर क्या लिखना है, इफ, फिर ऐसे कर देना है। फिर इसके अंदर कंडीशन डाली, तो मैं यहाँ पे मैं लिखूंगा डी इज इक्वल टू 2, और सेम जो मैंने ऊपर काम करा यहाँ पे इसे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ सीधे, और यहाँ पे 2 कर देता हूँ। ओके, और ये थोड़ा ऐसे होगा। तो यहाँ पे मैंने बोला डी अगर 1 के बराबर है तो ये एग्जीक्यूट हो जाए, डी अगर 2 के बराबर है तो ये एग्जीक्यूट हो जाए। अब मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि अगर डी 3 के बराबर है तब क्या करूँ? तब मैं एक एलसीफ और लगा सकता हूँ। हम लोग कितने भी एलसीफ लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको जितनी कंडीशंस चेक करनी है आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एलसीफ और यहाँ पे लिख देता हूँ डी इज इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे इसको प्रिंट कर देता हूँ कि डी इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे मैंने क्या करा कि डी इज इक्वल टू 3 के लिए कंडीशन एक लगाया, फिर उसके अकॉर्डिंग जो एग्जीक्यूट होगा वो लगाया। फिर यहाँ पे एल्स में मैंने क्या करा, एक एल्स लगा दिया, प्रिंट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जो डी है वो नहीं इक्वल है 1 के बराबर, ना 2 के बराबर, ना 3 के बराबर, और यहाँ पे इसे बंद कर देता हूँ। तो ये ऑपरेटर आई होप आपको याद हो गया, मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। अब जरूरी नहीं आप ऐसे लिखें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि नॉट इक्वल, ऐसे लिख सकते हैं। तो फॉर नाउ मैं ऐसे लिखता हूँ क्योंकि वी आर प्रोग्रामर्स, तो ऐसे कर देता हूँ ऐसे। ओके, तो यहाँ पे मैंने बोला कि अगर इन सारी कंडीशंस में कोई सी भी कंडीशन ना ट्रू हो तो क्या कर देना, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर देना। मीन्स जो डी है वो ना ही 1 के बराबर है, ना 2 के बराबर है, ना 3 के बराबर है। तो यहाँ पे कोड सारा हो गया। अब क्या होगा कि एक एक चीज़ें चेक होगी। जैसे यहाँ पे मैंने डी इक्वल टू 3 डाला है, तो ये यहाँ पे आ गया। सबसे पहले देखिएगा क्या जो डी है क्या वो डी 1 के बराबर है। तो यहाँ पे अगर ये ट्रू हो जाएगा, अगर ये 1 होता तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो जाता। बट यहाँ पे फॉल्स है, डी 1 के बराबर नहीं है, तो ये यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे देखेगा कि क्या यहाँ पे डू इज इक्वल टू 2 है, क्या जो डी है, ये जो डी है क्या वो 2 के बराबर है, 2 के बराबर है। अगर 2 के बराबर होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो फॉर नाउ नहीं है तो ये आगे बढ़ेगा। क्या टी जो है
क्या ये 3 के बराबर है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो इसका जो कोड है, इसके ब्रेसेस, ये जो ब्रेसेस लगे हैं ब्लॉक, इसके अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसकी कंडीशन ट्रू हो गई। बाकी ये जो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशंस फॉल हो गई, तो इनके कोड्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, सिर्फ इसके कोड एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई। ओके, तो अगर मैं इसे रन करूँ सीधे, तो मैं रन कोड करता हूँ इसे, ये बिंदु से कट करके मैं फिर से रन करता हूँ। ओके, तो इसका आउटपुट हमें मिलेगा जो सेकंड वाला एल्सिफ के अंदर हम लोगों ने डाला है, ये वाला जो है d इज 3, क्योंकि यहाँ पे वाली कंडीशन सही है। तो आपने देखा यहाँ पे आ गया d इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है ये सही है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे d की जगह आई मीन 3 की जगह 10 डाल देता हूँ। ओके, तो अब आपने देखा यहाँ पे मैंने 10 डाल दिया, तो यहाँ पे मैंने 1 के लिए डाला है, 2 के लिए डाला है, 3 के लिए डाला है, बट यहाँ पे मैंने 10 के लिए नहीं डाला है, कि अगर जो d है वो 10 हो तो क्या करूँ, तो मैंने उसे ऐसे छोड़ दिया। अब मैं अगर रन करूँ, तो मैंने अगर रन करा, अब इसका आउटपुट मिलेगा ये। अब देख सकते हैं यहाँ पे d इज नॉट इज इक्वल टू 1 2 3 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने कंडीशंस ऊपर डाली हैं, ये तीनों के तीनों कंडीशंस में कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं है, इस वजह से ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। अगर मैं यहाँ से एल्स ऐसे हटा देता हूँ, तब क्या एरर आएगा, नहीं एरर नहीं आएगा। अगर मैं रन करूँ इसको, ऐसे रन करता हूँ, तो क्या होगा कि यहाँ पे हमें कुछ नहीं होगी मिलेगा। क्यों, क्योंकि मैंने एल्स वाला हटा ही दिया यहाँ पे। तो इसने क्या करा, कंडीशन चेक करी, कोई सी भी कंडीशन नहीं ट्रू हुई, तो कोई सा भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ और हमारा प्रोग्राम ऐसे एग्जिट कर गया। तो एल्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपके अकॉर्डिंग होता है वो। अगर आप लगाना चाहें लगाएं, नहीं लगाना चाहते तो नहीं लगाएं। अगर मैं एल्स ही हटा दूं ऐसे, अब क्या एरर आएगा, नहीं अब भी एरर नहीं आएगा। अगर मैं इसे रन करके देखूं, तो आप देखेंगे कि इसमें भी हमें ये वाला आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाली कंडीशन ट्रू नहीं है। अगर ट्रू होती तो हमें मिल जाता। तो मैं वापस कंट्रोल प्लस जेड कर देता हूँ। ओके, तो आपने देखा कि एल्स और एल्स इफ लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो क्या होगा कि आपको एरर नहीं मिलेगा। बट ये जो पूरा एक मेथड होता है पूरा एक, तो वो बेटर होता है ऐसे करना। तो आई होप आपको ये भी आ गया होगा कि एल्स इफ क्या होता है। मैंने आपको इफ बता दिया, इफ एल्स, एल्स इफ, ये सब बता दिया। अब देखते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट ये क्या है। तो अगर मैं क्या करूँ, एक फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ लिख देता हूँ वैसे। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉट लिखता हूँ, देन डार्ट, और यहाँ पे वाइड मेन फंक्शन एक बनाऊंगा, तो वाइड मेन ऐसे। ओके, अब देखते हैं कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट ये क्या है। जो इफ स्टेटमेंट में इफ को बोल रहा हूँ, जो इफ था वही है ये। तो पढ़ते हैं कि क्या है ये। दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट चेक्स द कंडीशन ऑफ इफ स्टेटमेंट, एंड if statement's condition is true, then the if statement inside first if। अच्छा, ये थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा, अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करके समझे। is true then the if statement inside first if is checked as the else statement is executed। अगर आपको इस डेफिनेशन से नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आएगा कोड से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक बनाता हूँ यहाँ पे वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पे वेर इज इक्वल टू 100 बना लिया। ओके, तो नेस्टेड से मतलब क्या है, नेस्टेड से मतलब ये कि एक के अंदर एक, मीन्स मैंने एक क्या करा कि इफ एल्स का एक मैंने ब्लॉक बनाया, फिर उसके अंदर मैंने एक इफ एल्स और डाल दिया। तो यही होता है नेस्टेड, मीन्स इफ के अंदर इफ। तो ये हो गया नेस्टेड इफ। तो ये मैं टैब लगाता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने वेरिएबल बना लिया। अब एक कंडीशन डालता हूँ इफ, यहाँ पे मैंने लिख दिया ई, यहाँ पे इज इंट। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ ये जो इंट कैसे वर्क करता है, ये जो इज है ये कैसे वर्क करता है। ये क्या करता है, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये चेक करता है इफ ई इज इंट, अगर ये इंट होगा, ये जो ई है वो इंटीजर होगा तब ये ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। स्ट्रिंग डाल देंगे तो ये चेक करेगा स्ट्रिंग होगा तो ट्रू, वरना फॉल्स। तो यही होता है इज। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इफ एल्स पहले ब्लॉक ऐसे बना के छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एल्स कर देता हूँ, और मैं क्या करूँगा कि इफ के अंदर आऊँगा। ये क्या है, इफ ब्लॉक है। अब मैं इफ के अंदर एक इफ स्टेटमेंट और लगाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ ई इज ग्रेटर देन 10, और यहाँ पे लेट्स से मैं लिख देता हूँ एंड देन ई इज यहाँ पे परसेंटेज देन 10 इज इक्वल टू 0, और मैं इसे यहाँ पे अंदर एक स्टेटमेंट लगा देता हूँ। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ कि ई इज ग्रेटर एंड डिवाइडेड बाई 10, या कैन बी डिवाइडेड बाई 10। अब ये अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो मैं बताता हूँ, डोंट वरी। तो यहाँ पे मैंने देखा
आपने क्या करा कि यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगाया। मैंने सबसे पहले चेक करा कि चेक करो कि क्या ई जो है वो इंट है। अगर इंट है तो उसके अंदर एक इफ स्टेटमेंट और लगाए, उसके अंदर एक कंडीशन और चेक करो। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एक सिक्योरिटी सिस्टम जैसे समझ सकते हैं। जैसे आप मॉल में गए तो वहाँ पे एक बाहर डोर पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, उसने आपकी चेकिंग करी, फिर आप फिर से अंदर आए तो यहाँ पे एक गार्ड आपको और मिला। तो ठीक वैसे यहाँ पे दो इफ स्टेटमेंट लगे हैं। जैसे इफ के अंदर इसने क्या करा, चेक करा कि क्या ई इज इंट है। अगर ई इंट है तभी इसके अंदर वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट करो। तो यहाँ पे ई इंट निकला तो ये ट्रू हो गया, तो अब ये इसमें आया। अब यहाँ पे इसे एक इफ स्टेटमेंट और मिल गया, तो अब ये फिर से चेक करेगा। अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन चेक करेगा। तो यहाँ पे मैंने बोला है अगर ई ग्रेटर है 10 से, ठीक है, इससे कंट्रोल प्लस जेड करता हूँ। अगर ई ग्रेटर है 10 से, और यहाँ पे मैंने बोला है ई परसेंटेज इज इक्वल टू जीरो। सो परसेंटेज क्या करता है कि जो रिमाइंडर होता है वो हमें देता है रिटर्न में। तो अगर ई को मैं डिवाइड करूँ 10 से, मीन्स अगर जो ई है वो 10 से डिवाइड हो जाता है, तो क्या करो कि ये प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे दो कंडीशन लगाई। अब यहाँ पे ने इज इक्वल से जीरो लिखा है। तो कोई भी नंबर अगर किसी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो डिवाइड हो जाता है तो उसका रिमाइंडर क्या मिलता है, जीरो। इस वजह से मैंने इज इक्वल टू जीरो लिखा है। मीन्स ये जो जीरो है ये इसका रिमाइंडर है। अगर जीरो आ गया किसी भी नंबर, दो नंबर का डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर है वो जीरो आ गया, मीन्स वो नंबर जो है वो डिवाइड हो गए। इस वजह से इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे मैंने दो कंडीशंस लगाई बेसिकली। मैंने सबसे बोला है कि यहाँ पे चेक करो कि क्या ई ग्रेटर है 10 से और ई डिवाइड हो जाता है 10 से कि नहीं। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तभी क्या करो कि ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट करो। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने लिखा है इज ग्रेटर एंड डिवाइडेड बाई 10। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ऐसे ही दो इफ वर्क करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि एल्स के अंदर यहाँ पे कोड लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट देन ई इज स्मॉलर देन 10, और यहाँ पे लिख देता हूँ ई इज नॉट डिवाइड बाई 10। ओके, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये कंडीशन चेक करेगा। अगर क्या हुआ कि ये फॉल्स हो गया तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर मैं क्या करूँ, तो इससे रन करता हूँ। एक चीज़ अभी और आपको समझ जानी है, फॉर नाउ इतना समझाता हूँ ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इसको मैं थोड़ा सा साइज छोटा करता हूँ इसका। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे आया ई इज ग्रेटर एंड डिवाइडेड बाई 10। मीन्स कौन सा कोड एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ। क्यों, क्योंकि इसने सबसे पहले देखा ई इज इंट, क्या ई इंट है, क्या ई इंट है, हाँ ये इंट है, तो ये अंदर आया। अब इसने दो कंडीशंस और चेक करी। ई इज ग्रेटर देन 10, क्या ई ग्रेटर है 10 से, क्या 100 ग्रेटर है 10 से, हाँ ये तो ट्रू है। अब इसने ये चेक करा क्या 10 डिवाइड हो सकता है 100 से, हाँ ये भी ट्रू है। तो ये दोनों कंडीशंस क्या होगी, ट्रू। तो ये हमारा प्रिंट हो गया। अगर मैं क्या कर दूं, इसे 10 की जगह क्या कर दूं, इसे 1 कर दूं। अब क्या होगा, अब ये ई जो है वो इंट तो है, बट वो ई ग्रेटर नहीं है 10 से और ना ही 10 से डिवाइड हो रहा। मीन्स ये दोनों की दोनों कंडीशंस क्या हो जाएंगी, फॉल्स। तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मैं इसे रन करके आपको दिखाऊं तो क्या एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर मैं ओके, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने इसके इसके अकॉर्डिंग लगाया। तो अगर मैं क्या करूं कि यहाँ पे अगर मैं आऊँ, यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, ई इज इंट की जगह मैं इसे अगर स्ट्रिंग कर देता हूँ। ओके, अब अगर मैं रन करूँ तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। इवन तो मैं यहाँ पे कट करके क्या लिखूंगा, ई इज नॉट इंट। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं क्लियर करता हूँ। डोंट वरी ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसे वापस से इंट करता हूँ। ओके, इंट कर दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ कि इसे रन करूँगा। तो अभी जब मैं इसे रन करूँगा तो हमें इसका आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे आउटपुट क्या मिला, कुछ नहीं मिला। क्यों, क्योंकि इसने देखा ई इज इंट, हाँ ई तो इंट है। फिर इसने वाली कंडीशन चेक करी कि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बट अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ ई इज इंट। मैंने यहाँ पे ई इज इंट लगा दिया। अब क्या होगा, अब क्या ये एग्जीक्यूट होगा, क्या हमें ये प्रिंट होके मिलेगा, हाँ ये प्रिंट होके मिलेगा। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो इसे मैंने रन करा तो आप देख सकेंगे कि इसका आउटपुट हमें मिला ई इज इंट। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसने देखा, पहले वाला आप स्टेटमेंट देखें इफ वाला, इसने चेक करा इफ ई इज इंट
हाँ ये ट्रू है, तो इसके अंदर जो भी कोड होगा वो इसे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये वाला कोड भी तो था, तो इसने इसे एग्जीक्यूट कर दिया। बट जब ये यहाँ पे आया तो इसने कंडीशन देखा कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये एग्जीक्यूट करेगा, वरना नहीं करेगा। तो अगर इतनी ये वाली पहली वाली जो कंडीशन है इफ वाली वो ट्रू हो गई तो ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एल्स लगाया, एल्स किसके लिए वर्क करता है, एल्स किसके लिए वर्क करेगा, इस वाले इफ के लिए, ना कि इस वाले इफ के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो इफ स्टेटमेंट है ये इस वाले इफ के अंदर है, ना कि बाहर है। और ये एल्स मैंने किसके साथ लगाया, एल्स आप देखिए कि किसके नीचे है, इस वाले के नीचे। ये किसका ब्लॉक है, ये है इस वाले इफ का ब्लॉक है। तो ये जो एल्स है ये इसके लिए वर्क करेगा, मीन्स यानी जो कंडीशन है इसे चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट होगा, मीन्स एल्स वाला जो पार्ट है ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। बट अगर क्या हो कि ये वाला कोड है, ये जो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब रन होगा एल्स वाला। क्यों? क्योंकि ये जो इफ है ये एल्स है, ये एक साथ वर्क कर रहा है। अगर ये क्या हुआ, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, तो इफ एग्जीक्यूट होगा। अब इसे समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, वन को एक स्ट्रिंग कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसे वन कर देता हूँ। ओके, अब अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है कहीं पे, ओके इसकी वजह से आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ई को यहाँ पे वन कर देता हूँ, इसे मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ। ओके, अब रन करता हूँ इसे, तो मैंने इसे रन करा। अब हमें क्या आउटपुट मिलेगा, अब हमें ये आउटपुट होगी मिलेगा, ई इज नॉट इन। ऐसा क्यों हो रहा है, तो अगर ऊपर आए तो यहाँ पे मैंने बोला इज इक्वल टू वन, वन क्या है, इंटीजर है। इसने यहाँ पे चेक करा ई इज स्ट्रिंग, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो ये डायरेक्ट आ गया यहाँ पे, और एल्स के पास ये तुरंत आके इसने ये एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, तो ऐसे ही वर्क कर रहा है। तो इसे मैं एंड कर देता हूँ और इसे मैं कट कर देता हूँ और इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो ऐसे ही इफ के अंदर इफ वर्क करता है उसे बोलते हैं नेस्टेड इफ। तो एक इफ ये था, इसके अंदर मैंने एक इफ और डाल दिया, तो ये हो गया नेस्टेड इफ। अब यहाँ पे आप एल्स लगा सकते हैं ऐसे, उससे कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ ई इज यहाँ पे नॉट या स्मॉलर देन 10 एंड नॉट डिवाइडेड बाई 10, ऐसे लिख देता हूँ। अब इसे मैं रन करता हूँ एक लास्ट बार, और इससे बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये चेक करेगा इफ ई इजेंट, हाँ ये ट्रू है, फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये चेक करेगा ये वाला इफ एल्स, ये अगर ई क्या होगा, अगर ई की कंडीशन सी वाली ट्रू होंगी तो ये प्रिंट हो जाएगा, एल्स क्या होगा कि ये वाला प्रिंट होगा, और यही वाला प्रिंट हुआ, ई इज स्मॉलर देन 10 एंड नॉट डिवाइडेड बाय 10। क्योंकि ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गई, इस वजह से ये वाला जो एल्स है वो एग्जीक्यूट हुआ। तो आप इफ के अंदर भी इफ लगा सकते हैं, बेसिकली यही है मेरा कहना। तो इससे मैं बढ़ा दे ऐसे कर देता हूँ। ओके, सो आई होप आपको नेस्टेड इफ भी आ गया होगा। इसमें मैंने थोड़ा सा टाइम लिया और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक इफ स्टेटमेंट ये है, इसके अंदर एक इफ स्टेटमेंट आपने और डाल दिया, ठीक है, डबल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे ये अगर पहली ये जो इफ वाली कंडीशन मैंने डाली है, अगर यही फॉल्स हो गया तो ये इसके अंदर आएगा नहीं, ये सारे कोड्स एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। तो ये डायरेक्ट एल्स अगर होगा तो इसका पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना एल्स वाला भी नहीं होगा। तो अगर ये ट्रू हो जाता है तो ये अंदर भी आएगा और ये भी कंडीशन चेक करेगा, और अगर ये भी कंडीशन ट्रू हो गई तो ये प्रिंट हो जाएगा, वरना क्या होगा कि एल्स वाला हो जाएगा। ओके, तो यही था नेस्टेड इफ। अब क्या करता हूँ, मैं नोट्स में आता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हो गया। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है स्विच केस। तो स्विच केस देखते हैं ये क्या होता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ स्विच केस नाम से, दो स्विच, और यहाँ पे कर देता हूँ केस डॉट डार्ट। ओके, यहाँ पे एक वाइड मेन फंक्शन वाइड मेन। अब स्विच केस देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आते हैं, स्विच केस टेक्स द वैल्यू एंड डज समथिंग अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। तो स्विच केस क्या करता है कि एक ये वैल्यू लेता है और वैल्यू के अकॉर्डिंग काम करता है। अब सीधे इसको कोड से समझते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, मैंने बनाया यहाँ पे एक स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग बना दी और एन इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने डाल दिया है नेम टॉम। ओके, अब मैंने यहाँ पे लिखा स्विच, स्विच केस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा स्विच। इसके अंदर हमें क्या डालना है, इसके अंदर हमें वैल्यू डाल देनी, वही सी मीन्स वेरिएबल डालें, आप वैल्यू डालें जो भी डालें। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसको मैंने डाल दिया इसके अंदर। ओके, अब यहाँ पे मैं केसेस डालने हैं, जैसे मैंने बोला केस, यहाँ पे मैंने लिख दिया टॉम, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया। ओके, ऐसे कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि
पहले क्या करूंगा ये समझाता हूँ। ये जो एन है ये इसके अंदर आएगा, स्विच के अंदर अब आ गया एन। अब यहाँ पे हम लोग केसेस लिखेंगे कि अगर एन टॉम है तो क्या करो, अगर एन मान लीजिए जेरी है तो क्या करो। तो यही हम लोग काम करेंगे। तो पहले सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगाता हूँ प्रिंट का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से प्रिंट, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि लेट्स से कि एन इज टॉम। तो यहाँ पे एन इज टॉम मैंने ऐसे डाल दिया। ओके, ऐसे ऐसे मैंने बंद कर दिया। अब इसके बाद हमें लिखना होता है ब्रेक। तो मैं दो केसेस डाल देता हूँ तब समझाता हूँ, तभी ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया केस, और यहाँ पे लेट्स से टॉम की जगह मैंने डाल दिया मॉम, और यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन इज मॉम। ठीक है, और यहाँ पे लगा देना है ब्रेक। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने एन को इसमें डाल दिया, फिर यहाँ पे मैंने केसेस लगाए। अब ये जो केस है आप बहुत सारे लगा सकते हैं, टॉम मॉम जॉम मॉम जो भी लगाना हो आपको। तो यहाँ पे केसेस लगाने होते हैं। तो ये चेक करता है बेसिकली, ये एन को देखता है ये है क्या है, ये जो केस के आगे हम लोग जो लिखते हैं ये चेक करता है एन में, मीन्स इसको देखता है कि क्या एन टॉम है। अगर जो एन है जो भी हमने स्विच के अंदर डाला है यहाँ पे, अगर जो मैंने यहाँ पे डाला है एन, तो ये चेक करेगा कि अगर टॉम है, एन जो है वो टॉम है तो क्या करो ये एग्जीक्यूट करो। अगर जो एन है वो मॉम है तो ये एग्जीक्यूट करो। अगर यहाँ पे मैं जेरी लगा दूं केस जेरी, तो अगर जो एन है वो जेरी है तो उसके अंदर मैं एक प्रिंट लगा सकता हूँ कि ये प्रिंट करो। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग एक कुछ भी वैल्यू डाल देते हैं स्विच के अंदर, फिर यहाँ पे हमें केसेस लगा देनी होती है कि अगर जो वैल्यू डाली है वो अगर ये है तो ये करना है, अगर वो है तो वो करना है। सो बेसिकली यही काम होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने लिखा टॉम, तो अगर मैंने बोला अगर एन टॉम है तो क्या कर दो ये प्रिंट कर दो। उसके बाद मैंने ब्रेक लगा दिया। ब्रेक क्या है, मैंने बोला कि अगर टॉम है तो ये प्रिंट कर दो और यहीं पे रुक जाओ, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहीं पे हमें मिल गया टॉम। ओके, फिर यहाँ पे अगर क्या होगा कि अगर टॉम नहीं होगा तो ये आगे आ जाएगा। तो ये ब्रेक अब काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये गया ही नहीं। ये इसने देखा कि ये टॉम नहीं है तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तो ये यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसे मॉम कर दूं ऐसे, तो ये देखेगा क्या क्या एन टॉम है, तो एन टॉम नहीं है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये दूसरे वाले केस में आएगा। अब ये यहाँ पे आएगा, अब ये यहाँ पे चेक करेगा कि क्या एन मॉम है, तो हाँ एन मॉम है तो ये प्रिंट कर दो और यहाँ से ब्रेक हो जाओ, मीन्स यहाँ पे रुक जाओ। तो ये ऐसे ही वर्क करता है। ओके, तो ये भी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं नोट्स में आऊँ तो इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है कि जो टॉम है यहाँ पे एन यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने लिखा केसेस टॉम, इफ एन इज टॉम देन दिस केस कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। अब यहाँ पे मैंने दो प्रिंट लगाया, तो आपकी मर्जी, आप बेसिकली यहाँ पे आपको जो भी कोड लिखना आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप इसके अंदर वेरिएबल्स बना सकते हैं, आप इसके अंदर प्रिंट लगा सकते हैं, जो भी कोड लिखना आप सारा का सारा कोड यहाँ पे लिख सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि एन इज टॉम, ठीक है, टॉम टू अगर ऐसे कर दूँ, या टॉम के आगे इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ यार, एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देता हूँ ऐसे। तो बेसिकली यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि सिर्फ एक प्रिंट लगा सकते हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले में मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रेक के बारे में। ब्रेक द केस इज द केसेस मेथड cases matched, so cases after it will not be checked and execute। तो मैंने यहाँ पे ये बोला है कि यहाँ पे ब्रेक लगा दो यहाँ पे, ताकि जो आगे वाले केसेस हैं वो चेक ना हो और उसके कोड एग्जीक्यूट नहीं हो ना हो। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ब्रेक हटा दूंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ये क्या करेगा कि यहाँ पे आगे इन वाले कोर्स को भी एग्जीक्यूट करेगा, ये कंडीशन नहीं चेक करेगा, ये सीधे इनको भी एग्जीक्यूट कर देगा। सो ब्रेक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऐसे ब्रेक लगा दिया। ओके, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो केस मॉम में दूसरा केस है, मैंने यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ये लगाया है कोलन के बाद, मीन्स मैंने क्या करा यहाँ पे ऐसे कर दिया। ओके, और फिर मैंने क्या करा, ये जो दूसरा वाला ब्रेस था मैंने इसको ब्रेक के पहले लगाया, कहाँ पे, यहाँ पे ऐसे। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये क्या करा है, मैंने यहाँ पे बताया है इसके बारे में, इफ एन इज मॉम देन दिस केस कोड विल बी एग्जीक्यूटेड, ये इसका पार्ट है। और ये ब्रेसेस कैन यूज ब्रेसेस टू, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये सिर्फ सेमी कोलन भी यूज कर सकते हैं, और ये जो ब्रेस है हम लोग इसे भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप क्या यूज करना चाहते हैं। ओके, तो ये दोनों दोनों मेथड होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसे यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको स्विच केस आ गया होगा कि ये कैसे वर्क करता है। अब इसके अंदर एक काम एक चीज और होता है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या होता है, तो मैं यहाँ पे सीधे कोड लिखता हूँ, तो ऐसे आता हूँ,
डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे इसको ऐसे करना है, कोलन लगाना। ओके, ये क्या होगा, डिफ़ॉल्ट, एंटर। और यहाँ पे मुझे कोड लिखना, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया कि प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो कि नेम इज नाइदर टॉम नॉर मॉम। यहाँ पे नेम की जगह एन कर देता हूँ, एन, और इसे मैं ऐसे कर देता हूँ। तो ये डिफ़ॉल्ट क्या है, अगर मैं कोड में आऊँ, यहाँ पे नोट्स में आऊँ, इफ बोथ केसेस आर नॉट मैच देन डिफॉल्ट कोड्स विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ये जो डिफ़ॉल्ट के कोड जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये कब एग्जीक्यूट होंगे, ये तब एग्जीक्यूट होंगे अगर ये जो दोनों केसेस हैं वो दोनों ही मैच नहीं हुए। अगर इन दोनों केसेस में मैंने जो भी यहाँ पे डाला है, अगर वो दोनों ही एन से मैच नहीं हुए, तो ये जो डिफ़ॉल्ट वाला है ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये केस जो है आप बहुत सारे लगा सकते हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 लगाए हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है। तो जैसे इफ एल्स वर्क करता था, अगर इफ जो कंडीशंस है वो ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। एल्स क्या होता था, जो एल्स वाला पार्ट था वो एग्जीक्यूट होता था। सेम यहाँ पे भी हो रहा है कि अगर केस मैच नहीं हुआ तो ये जो डिफॉल्ट वाला है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो यही होता है स्विच केस। यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट बता दिया, यहाँ पे एक नोट लिखा मैंने, कैन ऑल्सो डू नेस्टेड स्विच केस। सो हम लोग जैसे इफ नेस्टेड इफ देख रहे थे, यहाँ पे इफ के अंदर इफ, ओके, इसमें ठीक वैसे हम लोग स्विच केस में भी ऐसे कर सकते हैं। तो फॉर नाउ इससे हमारा इतना काम हो जाता है। तो इसको मैं अगर छोटा करूँ ऐसे, तो यही होता है स्विच केस। एक बार जल्दी से बता देता हूँ, जो भी आप वैल्यू डालेंगे यहाँ पे केसेस लगाएंगे, केसेस के अकॉर्डिंग जो भी आपने यहाँ पे डाला है वो मैच करेगा। अगर जो आपने यहाँ पे वैल्यू डाली है एन डाला आपने, तो ये चेक करेगा कि क्या एन टॉम है, अगर एन टॉम है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट कर दो। अगर टॉम नहीं है तो नेक्स्ट वाले केस में आओ। अब ये वाला केस में चेक करेगा क्या ये जो है ये मॉम है, क्या एन जो है वो मॉम है। अगर मॉम है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर दो। अगर ना एन जो है वो ना टॉम है ना मॉम है, तो ये जो डिफॉल्ट वाला है वो एग्जीक्यूट कर दो। तो यही होता है पूरा स्विच केस। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ सीधे, तो रन करूंगा तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, इसका आउटपुट हमें मिलेगा एन इज मॉम। क्यों, क्योंकि ये जो एन है, ये जो मैंने ऊपर लिखा है एन, ये है मॉम। तो आपने देखा यहाँ पे क्या आया, एन इज मॉम। अगर मैं इसे टॉम कर देता हूँ, कैपिटल टी, टॉम, ऐसे इसे रन करता हूँ मैं, बाय द वे कैपिटल टी, तो यहाँ पे कैपिटल टी आप स्मॉल नहीं लगा सकते, अगर स्मॉल लगाएंगे तो वो दोनों अलग अलग चीजें हो जाएंगी। तो आपने देखा यहाँ पे क्या आया, एन इज टॉम, यहाँ पे यल आया और यल आया, क्योंकि ये टॉम है। बट अगर मैं ना टॉम लिखूँ ना मॉम लिखूँ, मैं यहाँ पे डैड लिख देता हूँ ऐसे, अब क्या होगा, अगर इससे रन करूँ मैं, अब ये डिफॉल्ट वाला होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही केसेस रॉन्ग हो गए। यहाँ पे क्या आया, एन इज नाइदर मॉम नॉर टॉम, क्योंकि यहाँ पे जो 2 केसेस लगाए थे वो ना ही मॉम है ना टॉम है, वो क्या है, डैड है। तो क्या हुआ, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। तो ऐसे ही वर्क करता है स्विच केस। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सो इसी के साथ हमारा ये वाला भी चैप्टर फिनिश होता है। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है एक्चुअली। सो आई होप आपको ये वाला भी चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई सा टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं। बाकी सिर्फ एक ही ऐसा टॉपिक हो सकता है नेस्टेड इफ, जिसमें आपको बस थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, और वो भी आप दे सकते हैं दोबारा, वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। तो डेट शीट वाला भी चैप्टर फिनिश होता है। सो चैप्टर 3 कंप्लीट होने के बाद अब बात आती है चैप्टर नंबर 4 की। तो इसे मैं क्या करूँगा, अपने ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ। सो ये एक चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर जो होगा, स्ट्रिंग इसका नाम है। स्ट्रिंग हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, फिर वो चाहे कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि एक स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली मोस्टली हर जगह यूज़ होती है, ठीक है। तो ये चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और मैं क्या करता हूँ, इसको अपने VS कोड में भी ओपन कर लेता हूँ। तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग हम लोग देख चुके हैं कि क्या होता है, बट इसको एक बार और देखेंगे। इस पे मैंने पूरा बेस चैप्टर बनाया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसे मैं एक बार फिर से बता दूंगा ताकि आपको और अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, सबसे पहले एक फाइल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डिफाइन ऐसे कर देता हूँ, डॉट डॉट। स्ट्रिंग डिफाइन क्यों करा, क्योंकि स्ट्रिंग डिफाइन है हमारे पहले टॉपिक का नाम। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मेन फंक्शन बना के इसे ऐसे छोड़ देता हूँ। ओके, और इसे मैं कट कर देता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ओके, अब आप इन नोट्स पे आते हैं। अब नोट्स में सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग लिखा कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सो बेसिकली स्ट्रिंग क्या होता है, एक कैरेक्टर का सीक्वेंस ऑर्डर में। जैसे मैं यहाँ पे एक कमेंट आउट ऐसे डालता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ ABCDEF एंड सो ऑन, और यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स डाल दिए, फिर मैंने क्या करा, कुछ साइंस डाल दिए इसमें, ठीक है, डॉलर एंड देन @ हैशटैग
एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, ये जो लिखे हैं मैंने, ये ABCD और ये जो नंबर्स हैं, ये जो साइंस हैं, ये सब क्या है, ये सब है कैरेक्टर्स। और मैंने क्या करा है, इनका जो सीक्वेंस है, मतलब ये ऑर्डरली जैसे लगे ABCDEF और जो भी लिखा हो बेसिकली, ये क्या है, एक सीक्वेंस है कैरेक्टर्स का। सो इसे ही क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। जैसे ये एक सीक्वेंस है कैरेक्टर्स का, तो उसे बोलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कब, जब वो डबल क्वाड या सिंगल क्वाड या ट्रिपल क्वाड में हो तब उसे स्ट्रिंग बोलेंगे। बट जो इसका जो बेस है, लाइक जो कैरेक्टर्स है उसका सीक्वेंस, उसे बोलते हैं स्ट्रिंग। ओके, तो इसे मैं कट कर देता हूँ। अब इसके आगे मैंने लिखा इट कैन स्टोर एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सो बेसिकली एक स्ट्रिंग कुछ भी स्टोर कर सकता है, नंबर्स, लेटर्स, साइंस या कुछ भी। ओके, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है विजिबल और इनविजिबल। इससे क्या मतलब हुआ, विजिबल और इनविजिबल मतलब ये हुआ कि हम लोग एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी बना सकते हैं। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग बनाया और उसके अंदर मैंने कुछ डाला ही नहीं, तो क्या वो इनविजिबल, उसके अंदर कुछ हुआ ही नहीं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे वही बताया है, तो वो भी हम लोग आगे देख लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है, डिफरेंट वेज ऑफ डिफाइनिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे वो बताया। एक बार ऑलरेडी बता चुका हूँ चैप्टर नंबर 2 में, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स में, बट एक बार फिर से बताता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 4 तरीके होते हैं, अगर याद हो आपको स्ट्रिंग को डिफाइन करने के। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 वेरिएबल बनाऊंगा। तो स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, सबसे पहले सिंगल क्वोट से अलाउ, ऐसे कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैंने एक सिंगल क्वोट से क्या बनाया, एक स्ट्रिंग। अब मैं क्या करूंगा कि डबल क्वोट से बनाऊंगा। तो ये नेम टू इज इक्वल टू, ये हो गया डबल क्वोट से स्ट्रिंग। अब क्या करूंगा, ट्रिपल क्वोट से। तो यहाँ पे स्ट्रिंग नेम 3 इज इक्वल टू, अब ट्रिपल क्वोट के लिए आप सिंगल क्वोट को 3 बार लिख सकते हैं या डबल क्वोट को 3 बार लिख सकते हैं। तो पहले मैं अगर सिंगल क्वोट से 3 बार लिखूं तो 1 2 यहाँ पे ऑलरेडी है। ओके, एक बार मैंने और लगा दिया, ऐसे ऐसे, ओहो एक सेकेंड, ऐसे। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 3 क्वोट हो गए, तो ये क्या हुआ, ट्रिपल क्वोट। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐसे लिख देता हूँ कुछ भी। ओके, और यहाँ पे मैं एक चौथा बनाऊंगा, नेम 4 इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूँगा, डबल क्वोट का यूज करूंगा 3 बार, अलोन, और यहाँ पे मैं ऐसे बंद कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 तरीके होते हैं स्ट्रिंग को डिफाइन करने के, सिंगल क्वोट से, डबल क्वोट से और ट्रिपल क्वोट से। अब जो ट्रिपल क्वोट है वो सिंगल क्वोट से आप 3 बार लिख सकते हैं या डबल क्वोट से 3 बार लिख सकते हैं। अब ये अलोन जो, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें अलोन में मैंने सिर्फ लेटर्स डाल दिया, इसमें मैंने क्या कर दिया, कुछ नंबर्स भी डाल दिए, इसमें लेट्स से मैंने कुछ साइंस भी डाल दिया, तो मैंने अगर इसको ऐसे कर दिया। ओके, तो ये डॉलर वाला नहीं, इवन तो उसके लिए हम लोग और कुछ यूज़ करते हैं जो कि हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने हैशटैग डाल दिया। सो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ऐसे कुछ भी डाल सकते हैं। ओके, तो यही होते हैं 4 तरीके स्ट्रिंग डिफाइन करने के, जो कि हम लोग ने देख ली। अब यहाँ पे मैंने कोर्स में भी वही लिखा, तो इसका साइज में थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। और यहाँ पे मैंने लिखा है सिंगल क्वैड स्ट्रिंग, ये आइडेंटिफायर होता है। और यहाँ पे मोस्टली यूज मैंने लिखा है, ये जो डबल क्वैड है ये मोस्टली सबसे ज़्यादा यही यूज होते हैं, डबल क्वैड वाले। हालांकि इसका कोई रीज़न नहीं है। ओके, रीज़न तब हो सकता है जब डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हैं। ओके, तो मोस्टली तो यही वाला यूज होता है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि डबल क्वैड स्ट्रिंग है, ये ट्रिपल सिंगल क्वैड स्ट्रिंग। ट्रिपल सिंगल क्वैड मतलब जो सिंगल वाला क्वैड होता है वो 3 बार, ट्रिपल ट्रिपल सिंगल क्वैड स्ट्रिंग, यहाँ पे ट्रिपल डबल क्वैड स्ट्रिंग। सो यहाँ पे मैंने 4 वेज बता दिए कि आप स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे है सिंगल क्वैट इन सिंगल सिंगल क्वैट इन सिंगल क्वैट स्ट्रिंग। सो सिंगल क्वैट के स्ट्रिंग में अगर हमें सिंगल क्वैट यूज करना है तो वो हम नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ, तो सिंगल क्वैट इन सिंगल, ओके ऐसे लिख देता हूँ, डॉट डॉट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे void मेन फंक्शन, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा स्ट्रिंग टाइप का। तो इसको मैं थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाया है, यहाँ पे str कर देता हूँ। अब जैसे मुझे यहाँ पे सिंगल क्वैट का स्ट्रिंग बनाना है, ओके यहाँ पे मैंने सिंगल क्वैट का स्ट्रिंग बनाना है। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ इट्स, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया TWR। ओके, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे बंद कर दिया। तो अभी तो ये सिंगल क्वैट से मैंने स्ट्रिंग बनाया, ये तो अभी ठीक है। बट मैं क्या चाहता हूँ, ये इट के बाद एक अपॉस्ट्रोफी ऐसे हो ना, मतलब कि सिंगल क्वैट के अंदर हम लोग एक सिंगल क्वैट और ऐसे यूज करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये ऐसे लिखे ITS, मैं चाहता हूँ IT के बाद एक हम लोग सिंगल क्वैट ऐसे यूज करें, क्योंकि हम लोग कुछ वर्ड्स के साथ ऐसे यूज करते हैं ना, इट, देन यहाँ पे एक हम लोग सिंगल क्वैट लगाते हैं, देन उसके बाद एस। तो अगर मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आ रहा है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल क्वैट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंगल क्वैट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेप्ट
एक्सेप्शन टू फाइंड यहाँ पे ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतना क्या हुआ, इतना हो गया एक स्ट्रिंग। तो अगर मैं इसको ऐसे अलग करूँ, अगर इसे मैं लेट्स से हटा देता हूँ, ओके, अगर मैं ऐसे करता हूँ, तो अभी क्या है, अभी इतना स्ट्रिंग है, बट ये था क्या, ये था कुछ ऐसा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग एक बनी, फिर यहाँ पे एक लेटर ऐसे डाल दिया, और यहाँ पे एक लेटर डाल दिया, फिर यहाँ पे एंड में एक क्वैड लगा दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफाइन आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि आप करना क्या चाहते हैं। जैसे उसको लग रहा है कि ये तो इतना स्ट्रिंग हो गया, क्योंकि ये जो क्वाइट है ये तो इसके अंदर है, बट इसके बाद वाला ये क्या है, ये तो क्वाइट के अंदर है नहीं। अगर यहाँ पे दो ऐसे लगा रहता, तब मैं बोलता हूँ हाँ चलो इसके लिए इतना हो गया और इसके लिए इतना हो गया, बट यहाँ पे सिर्फ ऐसे है। तो इस वजह से कंफ्यूज हो रहा है कि यहाँ पे सही क्या है, करना क्या चाहते हैं आप। तो इस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिंगल क्वैड वाला जो स्ट्रिंग होता है उसके अंदर हम लोग सिंगल क्वैड ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें सिंगल क्वैड के अंदर सिंगल क्वैड यूज करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, तो इसे अगर मैं कमेंट आउट कर दूं, ओके, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश से करा बाय द वे मैंने। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग बनाता हूँ str नाम से। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, सिंगल क्वैड की यूज करूंगा। पहले यहाँ पे IT मैंने लिख दिया, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे TBR, देन इसको मैंने बंद कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इट के बाद क्या लगाना, एक सिंगल क्वैड। तो ये लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके पहले आऊंगा और यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक बैक स्लैश ऐसे लगा दूंगा। तो जैसे मैंने इसको ऐसे लगाया, तब आपने देखा कि क्या हुआ, तब हमारा यहाँ पे एक एरर नहीं मिल रहा है। तो अगर मैं नोट्स में हूँ, मैंने यहाँ पे भी लिखा कि कांट यूज सिंगल क्वैड इन सिंगल क्वैड स्ट्रिंग, तो हम लोग ऐसे यूज नहीं कर सकते। कैन यूज एस्केप सीक्वेंस, ये जो साइन मैंने लगाया है ये होता है एस्केप सीक्वेंस। ओके, तो ये भी हम लोग आगे देखेंगे। फॉर नाउ ये क्या होता है, बैक स्लैश अगर मैंने ऐसे लगाया स्ट्रिंग में, तो ये क्या है, एक एस्केप सीक्वेंस फॉर यूजिंग सिंगल क्वैड इन सिंगल क्वैड स्ट्रिंग। सो अभी के लिए बस आप इतना जान लीजिए कि अगर सिंगल क्वैड के अंदर आप सिंगल क्वैड यूज करना चाहते हैं, तो जहां पे बस सिंगल क्वैड यूज कर रहे हैं उसके पहले एक बैक स्लैश लगा दें, तब आप क्या कर सकते हैं कि उसे यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं क्या करूँ, इसे प्रिंट करूँ, ओके, अगर मैं इसे ऐसे प्रिंट करता हूँ, फिर रन करता हूँ, तो रन कोड। तो अब अगर मैं इसे रन करूंगा, तो हमें ये जो बैक स्लैश मैंने लगाया है, ये बैक स्लैश हमें प्रिंट होके नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ IT प्रिंट होके मिलेगा, और इसके बाद ये सिंगल क्वैड और S प्रिंट होके मिलेगा, देन ये। तो ये जो बैक स्लैश होता है, ये एस्केप सीक्वेंस होता है, इसके भी अलग अलग काम होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे। फॉर नाउ हम लोग को जब सिंगल क्वैड के अंदर सिंगल क्वैड यूज करना है, तो उसके पहले हम लोग ऐसे बैक स्लैश लगा सकते हैं, ताकि हम लोग सिंगल क्वैड के अंदर, सिंगल क्वैड स्ट्रिंग के अंदर सिंगल क्वैड का ऐसे यूज कर सकें। बाकी मैंने नोट्स में भी वही लिख रखा है। और यहाँ पे मैंने क्या करा है, डबल क्वैड के अंदर सिंगल क्वैड यूज करा है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो डबल क्वैड के अंदर हम लोग सिंगल क्वैड का यूज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। क्यों, क्योंकि डबल क्वैड एक अलग है और सिंगल क्वैड अलग है। बट यहाँ पे क्या हो रहा था कि सिंगल क्वैड से हम लोग ने एक स्ट्रिंग बनाई थी, बट उसके अंदर हम लोग सिंगल क्वैड ही यूज कर रहे थे। इस वजह से क्या हो रहा था, हमें एक एरर मिल रहा था। तो डबल क्वैड के केस में ऐसा नहीं होता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैंने एक स्ट्रिंग बनाया str2 नाम से, और इसके अंदर अगर मैंने इट्स ऐसे कर दिया, यहाँ पे ऐसे, ओके। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे इट के बाद अब सिंगल क्वैड लगाऊं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं आया, क्योंकि ये डबल क्वैड स्ट्रिंग में हम लोग सिंगल क्वैड यूज कर रहे हैं, इस वजह से हमारा कोई एरर नहीं आएगा। तो अगर मैं इसे भी ऐसे प्रिंट कर दूं, प्रिंट str2, ओके। बाकी मैंने अगर मैं कोड में दिखाऊं, ओके, यहाँ पे एक, ओके, एरर नहीं है, वो कुछ ग्लिच होगा एनीवेज। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा और कैन यूज डबल क्वैड स्ट्रिंग और ट्रिपल क्वैड स्ट्रिंग। तो हम लोग अगर सिंगल क्वैड यूज करना चाहते हैं स्ट्रिंग में, तो हम लोग डबल क्वैड का भी यूज कर सकते हैं और ट्रिपल क्वैड का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, इट्स TWR आई मीन आ रहा है, और यहाँ पे भी यही आ रहा है। अगर मैं इसको फिर से रन करूँ, ओके, तो यहाँ पे हमें फिर से इसका आउटपुट क्या मिलेगा, इट्स TWR मीन्स चेक विद रेहान। तो ये दो बार हमें प्रिंट होके मिल रहा है, पहला इसका ये जो मैंने डाला है, और दूसरा इसका। तो पहले वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक सिंगल क्वैड लगाया था, वो हमें प्रिंट होके नहीं मिल रहा है, ओके। तो ये ऐसे ही वर्क करता है। तो यहाँ पे ये भी हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका ट्रिपल, जो ट्रिपल वाला होता है वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लाऊं, यहाँ पे मैंने नोट्स पे लिखा और ट्रिपल क्वैड स्ट्रिंग। अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ पे सिंगल क्वैड का ही यूज करूँ, ओके, एंड में भी मैं क्या करता हूँ, सिंगल क्वैड लगा देता हूँ। बट मैं सिंगल क्वैड का यूज करके मैं ट्रिपल क्वैड अगर इसे ऐसे बना दूं, ओके, तीन क्वैड, और यहाँ पे एंड में भी तीन क्वैड, तब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा। तो आप ट्रिपल क्वैड का भी यूज कर सकते हैं अगर आप सिंगल क्वैड यूज कर रहे हैं। तो ये str2 ये सेम वेरिएबल नाम बना रहे हैं हम लोग, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसको हटा देता हूँ, इवन तो इसे रख देता हूँ ताकि आपको याद रहे।
तो इसको ऐसे कर देता हूँ। ओके ठीक है, और यहाँ पे मैं एक प्रिंट इसे भी अगर कर दूँ str3, बट इसका आउटपुट दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये भी वही प्रिंट कर देगा। सो यही होता है क्या, स्ट्रिंग के अंदर जब कोई सिंगल क्वाड स्ट्रिंग है उसके अंदर हम लोग सिंगल क्वाड यूज करना चाहते हैं तो हम लोग एस्केप सीक्वेंस की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो अगर मैं नीचे आऊँ यहाँ पे, ओके तो यहाँ पे आता हूँ वापिस, तो यहाँ पे अब डबल क्वाड इन डबल क्वाड स्ट्रिंग, तो सिंगल क्वाड इन सिंगल क्वाड स्ट्रिंग देख लिया, अब डबल क्वाड इन डबल क्वाड स्ट्रिंग देखते हैं ये क्या होता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक फाइल बना लेता हूँ क्वाड डबल क्वाड इन डबल डॉट डॉट ऐसे कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वाइड मेन फंक्शन। अब यहाँ पे जैसे सिंगल क्वाड इन सिंगल क्वाड था वैसे ही ठीक डबल क्वाड वाला होता है। जैसे अगर यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं str कर देता हूँ इसे 2 इज इक्वल्स टू देन डबल क्वाड। सो इसके अंदर अगर मैं ऐसे लिखूँ, अभी के लिए ऐसे कर देता हूँ। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, ये इट है, इसके बाद मैं डबल क्वाड यूज करना चाहता हूँ। हालांकि ऐसा कोई कुछ होता नहीं है बट स्टिल मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो डबल क्वाड स्ट्रिंग है इसके अंदर मैं डबल क्वाड यूज करना चाहता हूँ ऐसे। तो हम लोग ऐसे यहाँ पे इसे नहीं कर सकते हैं, तो इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। जैसे सिंगल लाइन वाला था, आई मीन सिंगल क्वाड वाला था, ठीक वैसे यहाँ पे भी है। अब अगर मैं str2 लिखूँ यहाँ पे ऐसे और इक्वल से लिख दूँ, यहाँ पे इट्स ऐसे फिर से लिख देता हूँ। अब मैं क्या करूं, जैसा हम लोग ने कहाँ पे करा था, जैसा हम लोग ने सिंगल क्वाड में करा था ठीक वैसे ही हम लोग एस्केप सीक्वेंस का यूज हम लोग यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं, तो ये भी सही होगा। तो अगर मैं इसे प्रिंट कर दूं, सेम जैसा सिंगल के लिए था ठीक वैसे ही इसके लिए भी है। फिर यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर नोट्स में हो तो यहाँ पे मैं अब देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है और कैन यूज सिंगल क्वाड स्ट्रिंग और ट्रिपल क्वाड स्ट्रिंग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे स्ट्रिंग बनाऊं str3 लिख दूं इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ ऐसे, क्यों, क्योंकि ये सिंगल क्वाड स्ट्रिंग है तो ये सिंगल वाला है और इसके अंदर हम लोग डबल यूज कर रहे हैं। ठीक वैसे जो वहाँ पे डबल वाला था और उसके अंदर हम लोग सिंगल वाला यूज कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो सिंगल वाला है वहाँ पे हम लोग डबल के लिए ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ये भी ठीक वैसे ही है। तो अगर मैं इसको str3 ऐसे प्रिंट कर देता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ कि जो मल्टी लाइन आई मीन जो ट्रिपल क्वाड वाला होता है उसे भी यूज कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ ऐसे, देन यहाँ पे ऐसे और ऐसे। ओके, तो ये भी क्या होगा, ठीक होगा। तो ये भी ऐसे ठीक होगा, क्यों, ट्रिपल क्वाड का हम लोग यूज कर रहे हैं इस वजह से। तो अगर मैं इसे रन करूं तो इन सब का आउटपुट हमें सेम मिलेगा, जैसे सिंगल क्वाड के लिए था ठीक वैसे ही यहाँ पे भी हमें इसका आउटपुट वैसा ही मिलेगा। तो इसको मैं अगर थोड़ा सा छोटा कर दूं, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका भी आउटपुट वैसे ही मिल रहा है। बाय द वे इसका फॉन्ट साइज मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि बेटर दिखे, तो इसको मैं कट कर देता। ठीक है, तो ये भी टॉपिक अब हमारा कंप्लीट हो गया। ये दोनों टॉपिक भी कंप्लीट होते हैं। अब अपने नोट्स में वापस आता हूँ और देखता हूँ कि ये तीसरा टॉपिक है वो क्या है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग देखते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं क्योंकि एक बार देख चुके हम लोग। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग डॉट डॉट से ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पे बनेगा एक मेन फंक्शन, तो वाइड मेन और ऐसे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग ये क्या होता है। तो अगर मैं नोट्स में आऊँ तो यहाँ पे हम लोग मल्टी लाइन देख चुके हैं। तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे लिखूँ एक लेस से एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं वह टाइप का, आप किसी भी टाइप का बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे कर देता हूँ mlstr इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाता हूँ। सबसे पहले सिंगल क्वाड है तो यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया, अब मैंने लिख दिया दिस, देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा इस लिख दूंगा, देन यहाँ पे लिख दूंगा डॉट और इससे ऐसे बंद कर दूंगा। तो मल्टी लाइन अगर याद हो तो आपको मैंने बताया था कि मल्टी लाइन ये जो आई मीन ट्रिपल वाला जो क्वाड होता है, ट्रिपल क्वाड का यूज हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग मल्टी लाइन वाला स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं। जैसे एक से ज्यादा वाली लाइन का जब हम लोग स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं तब हम लोग क्या करते हैं कि ट्रिपल क्वाड का यूज करते हैं। तो आप सिंगल क्वाड का भी यूज कर सकते हैं 3 बार और डबल का भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे वेयर यहाँ पे लिख दूँ mlstr2 और यहाँ पे एक बार ऐसे कर दूंगा तो वो भी ठीक होगा। तो दिस इज देन डॉट और यहाँ पे ऐसे बंद कर देता हूँ इसे। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि डबल क्वाड से ट्रिपल क्वाड बनाया, फिर उसका मैंने क्या करा एक वेरिएबल बना दिया। ओके, तो ये आप ये भी ऐसे कर सकते हैं। तो आप सिंगल क्वाड से भी कर सकते हैं, डबल क्वाड से भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि इसको मैं प्रिंट भी करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसे प्रिंट mlstr। ओके, अब जरूरी नहीं कि आप इसके नीचे ही प्रिंट लिखें, मैं छोटी छोटी चीज बता देता हूँ आपको, जरूरी नहीं इसके नीचे लिखें। बट क्या होता है कि
जो हमारा कोड होता है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, वो लाइन से एग्जीक्यूट होता है। जैसे अगर आपने ये लिखा तो पहले ये कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर अगर आपने यहाँ पे कोई सा कोड लिखा है तो वो एग्जीक्यूट होगा, फिर ये होगा, फिर बेसिकली यहाँ पे लाइन से होता जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि यहाँ पे दोनों लिखे, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये दो वेरिएबल्स बन जाएंगे। अब उसे आप, अब जैसे ये वाला जो वेरिएबल है उसे आप यहाँ पे भी प्रिंट कर सकते हैं, इसके बाद भी प्रिंट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं कंट्रोल+G करके इसको str2 ऐसे कर देता हूँ, टू इवन तो, और यहाँ पे इसको टैब करूंगा, टैब, तो टैब, और इसको भी टैब। ओके, क्या ये वाला जो ml_str2 है, क्या इसे मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ? तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ प्रिंट ml_str2, ओके, ऐसे str2, ओके, क्या मैं इसे यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर सकता हूँ? तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे प्रिंट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो ml_str2 है, ये मैंने इसके, ये जो प्रिंट जहाँ पे कर रहा हूँ मैंने इसको इसके बाद बनाया, इसके बाद बनाया वाला वेरिएबल। इस वजह से क्या कर रहा है, ये ऊपर देखता है, ऊपर कहाँ पे ml_str2, क्या ऊपर कहीं पे नहीं, इस वजह से यहाँ पे एरर मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ, ये जो ml_str2 है ये इसके नीचे है, इस वजह से ml_str2 इसको नहीं मिला। जो ऊपर होती हैं वो चीज़ें से मिल जाती हैं, तो हम लोग ऐसे यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कट कर देता हूँ ऐसे, ओके, और यहाँ पे मैंने इन दोनों को प्रिंट कर दिया। तो अगर मैं अब इसे रन करूँ तो दिस इज डॉट 2 बार ओके मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ फॉर नाउ, ओके, ठीक है। अब बाद में अगर आपको बैकग्राउंड में वो जो क्रिकेट इंसेक्ट होता है उसकी आवाज़ आ रही होगी तो सॉरी फॉर डैट, अब उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, पता नहीं कहाँ पे दिख भी नहीं रहा ना, भगा देता। ओके, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो फॉर नाउ हमारा कोड रन हो गया, तो यहाँ पे दिस इज डॉट और यहाँ पे दिस इज डॉट दोनों प्रिंट हो गया। तो इसे मैं कट कर देता हूँ। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग जब हम लोग बनाना चाहते हैं तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ये जो ट्रिपल क्वोट होता है उसका। अब हम लोग सिंगल, जो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेर str, यहाँ पे ऐसे लिख दिया, यहाँ पे लिखा दिस इज, और यहाँ पे मैं इसको ट्रिपल क्वाड की जगह सिंगल से कर दिया। तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। हम लोग सिंगल क्वाड से या डबल क्वाड से मल्टी लाइन स्ट्रिंग नहीं बना सकते, हम लोग सिर्फ ट्रिपल क्वाड से बना सकते हैं। तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इसे मैं क्या करता हूँ, अगर कमेंट आउट कर देता हूँ इसको ऐसे, ऐसे कमेंट आउट करके इसे मैं क्या करूँगा, ऊपर डाल दूँगा। सो ऊपर आता हूँ मैं, इसको सबसे ऊपर डाल देता हूँ ताकि आप अगर कोड देखें तो आपको पता चल जाए कि आप ऐसे नहीं बना सकते हैं। तो ये भी हो गया मल्टी लाइन लिस्टिंग। अब आगे देखते हैं एस्केप सीक्वेंस, ये है नया टॉपिक। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ डाट की, जिसका नाम मैं रख दूंगा एस्केप सीक्वेंस डॉट डॉट, यहाँ पे मेन फंक्शन, तो वाइड मेन, इसको थोड़ा सा नीचे लाता हूँ ताकि ये थोड़ा सा सेंटर में रहे। अब देखते हैं कि एस्केप सीक्वेंस क्या है। हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे जो यहाँ पे और यहाँ पे देख चुके हैं कि ये जो एस्केप सीक्वेंस होता है इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि इसका और क्या तरीके हैं इसको यूज़ करने के। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं हम लोग कि एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करके उसके बाद कोई सा कैरेक्टर लगा के उसके साथ अलग अलग काम कर सकते हैं। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया txt मीन्स टेक्स्ट, और इज इक्वल टू कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आई एम, फिर यहाँ पे मैंने एस्केप सीक्वेंस, जो बैक स्लैश होता है उसे बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया एन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इसके जस्ट बाद टॉम। तो मैंने एन लिखा, तो एन का मतलब क्या होता है, अगर नोट्स में आए तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो एन वाला होता है ये एड्स न्यू लाइन, मीन्स ये नई लाइन ऐड कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा कि आई एम ऐसे लिख के आएगा, फिर क्या होगा आई एम लिखने के बाद ये जो टॉम है वो दूसरी लाइन से लिख के आएगा। तो अगर मैं इसे प्रिंट करूं txt, तो आप देखेंगे कि इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, हमें आई एम प्रिंट होके मिलेगा, फिर उसके जो दूसरी लाइन है वहां पे हमें टॉम प्रिंट होके मिलेगा, ना कि एम के जस्ट बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस मैंने एन लिखा है, एन का मतलब क्या होता है, ये न्यू लाइन, मतलब ये क्या कर देता है कि जो इसके बाद जो भी होता है वो उसे न्यू लाइन से प्रिंट करता है। जैसे यहाँ पे आई एम आया, फिर उसके बाद मैंने टॉम के पहले बैक स्लैश एन लगाया था, मीन्स क्या होगा कि जो टॉम है वो नई लाइन में, मीन्स यहाँ पे नई लाइन में यहाँ पे प्रिंट होगा। तो बैक स्लैश एन क्या होता है कि एक नई लाइन ऐड कर देता है। ठीक, वैसे और होते हैं। तो अगर मैं दूसरा दिखाऊं तो स्ट्रिंग लिखता हूँ txt2 देन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम, अब इसके बाद मैं बैक स्लैश के बाद टी लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि फार लिख देता हूँ। ओके, तो ये टी क्या है, टी क्या कर देता है, एक टैब ऐड कर देता है। टैब क्या, जैसे मैं अगर यहाँ पे हूँ, मैंने टैब बटन पे क्लिक करा, तो यहाँ पे क्या होता है कि 4 स्पेस, टैब में कितने स्पेसेस होते हैं 4, तो ये 4 स्पेस से आगे बढ़ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे टैब क्लिक करता हूँ तो 1 2 3 4, हालांकि 4 होता है, इसमें 2 हो रहा है एडिटर की वजह से। फॉर्म नाम में क्या करता हूँ, इसे प्रिंट करता हूँ,
तो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे txt2। अब अगर इसे मैं रन करूं तो आप देखेंगे कि हमें im प्रिंट होके मिलेगा। फिर हमें क्या होगा कि ये देखिए आप यहाँ पे एक टैब मिला हमें, तो यहाँ पे एक स्पेस और है, फिर उसके बाद टैब का स्पेस मीन्स 4 स्पेस और, तो टोटल 5 हो गए। तो आप इससे ऐसे भी कर सकते हैं। फिर अगर रन करेंगे तो यहाँ पे एक स्पेस कम हो जाएगा मीन्स im, फिर उसके बाद टैब और इसके बाद फार, मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, एक टैब की स्पेस मिल गई। तो टी का काम कब होता है, ये टैब की तरह यूज करता है। तो जिसके पहले भी ये टी लगा होगा उसके पहले क्या हो जाएगा, एक टैब की स्पेस में 4 स्पेस की जगह छूट जाएगी। तो आया बैकस्लैश टी ये होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाऊँ फिर से txt3 नाम की, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि टैग मैंने लिख दिया, ओके। फिर यहाँ पे बैकस्लैश बी लिख दिया मैंने, और यहाँ पे लिख दिया विद रेहान, ओके। यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। अब अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे टैग में मैं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे कर दिया एच, तो यहाँ पे मैंने 2 बार एच कर दिया। तो अगर मैं इसे प्रिंट करूँ, प्रिंट txt3, तो अगर मैं इसे प्रिंट करके अब इसे रन करता हूँ तो इसका आउटपुट देखते हैं सबसे पहले क्या मिलता है, फिर मैं बताता हूँ ये बी का मतलब क्या हुआ। तो अगर इसका आउटपुट देखें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिला टैग। यहाँ पे टैग विद रिहान में आपको क्या मिला, ये जो एच था वो गायब हो गया, हमें सिर्फ टी ई सी एच मिला। आप यहाँ पे देख सकते हैं टी ई सी एच मिला, एक एच गायब हो गया। तो बी का मतलब होता है बैक, जैसे यहाँ पे एच है तो यहाँ पे मैंने बैक स्पेस ऐसे क्लिक करा, बैक स्पेस पे बैक वाले बटन पे, तो एच गायब हो गया। ठीक वैसे ही यहाँ पे ये जो बी है, ये जो मैंने लगाया स्केप सीक्वेंस, देन यहाँ पे बी, तो बी क्या करता है, बैक स्पेस की तरह काम करता है। मीन्स इसके पहले जो भी कैरेक्टर होगा वो इसे माइनस कर देगा। अगर यहाँ पे कोई सा लेटर होगा ऐसे, अब इसे मैं रन करूँ तो क्या होगा कि ये टू जो होगा वो गायब हो जाएगा। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हैं टू गायब हो गया। तो बैक स्पेस की तरफ का तरह काम करता है। तो इसे मैं वापस से ऐसे कर देता हूँ। बाकी मैंने नोट्स में भी वही चीज़ लिख रखी है। अब एक लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता हूँ और यहाँ पे txt4 ऐसे। देन यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लेट्स से कि इट इज यहाँ पे लैंच, देन बैकस्लैश और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से कि डॉट लैंग्वेज, ओके। अब इसे अगर मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट txt4, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको नोट्स मिलेगा, यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे जो आर है, रिमूव्स ऑल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग दैट आर बिहाइंड इट। तो ये क्या करता है कि जो आर है, ये जो है इसके पहले जो भी होता है ये इसे क्या करता है, रिमूव कर देता है। अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इट इज लैंड जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ डाट लैंग्वेज मिला, इसके मीन्स ये मिला। तो बैकस्लैश आर जो है इसके पहले जो कुछ भी होगा वो सब का सब रिमूव हो जाएगा, इसके बाद जो होगा सिर्फ वो बचेगा। तो यहाँ पे भी ये ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ डाट लैंग्वेज आया। अब आप जरूरी नहीं है कि आप इन चारों का लाइक यूज ही करें, आप पे डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हैं, ओके। तो ये बैक स्लैश एन जो है ये ऐसे ही वर्क करता है, ये जो टी है बी, तो एस्केप सीक्वेंस का यूज आप अलग अलग चीज़ों के में कर सकते हैं। तो ये जो 4 मेन थे मैंने वो बता दिया, आई होप आपको आगे होंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं क्या है। तो अगर मैं आगे मूव करूँ, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन ये क्या होता है। तो अगर मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन डॉट डॉट, और यहाँ पे क्या करूँगा कि वाइड मेन फंक्शन बनाऊंगा। अब देखते हैं कि स्ट्रिंग इसको मैं अगर साइज थोड़ा सा बढ़ाऊं, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन ये होता है क्या। सबसे पहले ये जो इंटरपोलेशन वर्ड है इसका मतलब समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो कोई भी टॉपिक है उसका जो हेडिंग है उसका मतलब आप समझ गए अगर, तो हो सकता है आपको टॉपिक समझ में आ जाए। तो इंटरपोलेशन का मतलब पहले समझते हैं क्या होता है। इंटरपोलेशन मीन्स टू इंसर्ट समथिंग ऑफ अनदर नेचर इन समथिंग ऑफ अनदर नेचर। मीन्स जैसे कोई चीज जो दूसरे नेचर की हो बट उसके अंदर हम लोग कुछ दूसरा इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक स्ट्रिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर हम लोग कुछ और डालना चाहते हैं, जैसे एक स्ट्रिंग है उसके अंदर मैं एक वेरिएबल डालना चाहता हूँ। तो स्ट्रिंग एक अलग नेचर का हो गया और जो वेरिएबल है वो एक अलग नेचर का हो गया। क्यों, क्योंकि वो दोनों अलग अलग हैं। तो ये हम लोग आगे देखेंगे, अगर जब हम लोग कोर्स से देखेंगे तो एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब उसके बाद मैंने लिखा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग अ स्ट्रिंग कंटेनिंग वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशन। सो स्ट्रिंग जो इंटरपोलेशन जो प्रोसेस होती है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे कुछ स्ट्रिंग कंटेनिंग वेरिएबल्स होते हैं और एक्सप्रेशन होते हैं, उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। लाइक हम लोग ने एक स्ट्रिंग बनाया, फिर हम लोग जो वेरिएबल है उसको हम लोग डायरेक्टली स्ट्रिंग में यूज कर सकते हैं।
कैसे वो आगे देखेंगे, पहले इसको रीड कर लेते हैं। When an interpolated string is evaluated, the variables and expressions are replaced with their corresponding values। तो जब हम लोग लाइक स्ट्रिंग के अंदर कोई सा वेरिएबल अगर हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो लाइक रिप्लेस हो जाएगी। जैसे अगर मैं क्या करता हूँ सीधे कोड से समझाता हूँ तो आपको क्या होगा कि ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाया s इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्क। ओके, मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया। अब मैं क्या करूँ कि यहाँ पे लिखूँ प्रिंट और इसके अंदर एक स्ट्रिंग डालता हूँ, तो इसके अंदर जो भी डालता हूँ स्ट्रिंग वो एज इट इज ऐसे प्रिंट हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा माई नेम इज। अब मैं क्या चाहता हूँ ये जो एस है मैं उसे यहाँ पे डालना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ ये मार्क लिखना, मैं डायरेक्ट ये जो वेरिएबल है मैं डायरेक्ट उसे यहाँ पे डाल सकता हूँ। हालांकि मैं ऐसे ऐसे प्लस लगा के अगर मैं ऐसे लिख दूँ ओके तो अलग बात होगी। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो एस है मैं इसके अंदर ही यूज करना चाहता हूँ, इसे मैं प्लस करके नहीं करना चाहता हूँ। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे एस लिख दूँ तो क्या होगा, तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकेंगे इसका आउटपुट हमें मिलेगा माई नेम इज एस, ना कि माई नेम इज मार्क। तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट मिला माई नेम इज एस। तो हम लोगों ने क्या करा, स्ट्रिंग में जो हम लोग कुछ ऐसे डाल देते हैं वो एज इट इज ऐसे ही प्रिंट हो जाती है। तो यहाँ पे जो एस है वो ये वाला एस नहीं हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली सिर्फ एस ऐसे लिख रहे हैं। बट मैं क्या चाहता हूँ ये जो एस है और इसकी मीन जो वैल्यू है वो मैं चाहता हूँ इसके बाद प्रिंट हो जाए, बिना ऐसे करें, बिना ऐसे प्लस के साथ। मैं चाहता हूँ स्ट्रिंग के अंदर ही उसे लाना, तो वो कैसे करेंगे, तो अगर मैं इसे कमेंट आउट ऐसे कर देता हूँ ओके, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ प्रिंट और यहाँ पे मैं लिखूंगा माई नेम इज और यहाँ पे लगाऊंगा मैं डॉलर का साइन और यहाँ पे मैं ब्रेसेस लगाऊंगा, फिर उसके अंदर मैं लिख दूंगा एस और यहाँ पे एंड में तो ये लगेगा। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने माय नेम इज लिखा, ये तो ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। अब मैंने पे डॉलर लिखा, फिर यहाँ पे मैंने दो ब्रेसेस लगाए, उसके अंदर मैंने ये वाला जो वेरिएबल है वो डाला। अब अगर मैं सीधे नोट्स में जाऊँ और यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे आता हूँ मैं, नोट्स में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। द वैल्यू ऑफ एस विल नॉट बी प्रिंटेड इंस्टेड एस विल बी प्रिंटेड, यहाँ पे मैंने इसका भी बताया। इंटरपोलेटेड स्ट्रिंग जहाँ पे मैंने बताया उसका कैसे यूज करते हैं, तो मैंने पहले ये बता दिया, पहले ये बताता हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन है, तो इसको फॉरना कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे लिख दूँ प्रिंट माई नेम इज, यहाँ पे मैं डॉलर एस लगा दूँ ऐसे। अब क्या करता हूँ मैं इसे रन करता हूँ, तो अब जब मैं इसे रन करूंगा तो माई नेम इज ऐसे आएगा। अब क्या होगा, ये जो मार्क है वो प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आया, माई नेम इज मार्क। तो जब हम लोग कोई सी जो वेरिएबल है, ये जैसे वेरिएबल है इसका हम लोग का जो वैल्यू है उसे प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि डॉलर का साइन लगा सकते हैं और वो वाला वेरिएबल जो भी हम लोग यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं वो वहाँ पे ऐसे डायरेक्टली ले सकते हैं। तब क्या होगा, ये वेरिएबल यूज होगा। तो अगर मैं ऐसे एस लिखता हूँ तो यहाँ पे एस ऐसे प्रिंट हो जाएगा, बट एस नाम का हमारे पास एक वेरिएबल है, मैं चाहता हूँ उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो, तो उसके पहले मैं एक डॉलर का साइन लगा दूंगा और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, ये वेरिएबल, ना कि वो एस जो ऐसे सिंपल वाला था वो। अब ये जो एस है ये आप कुछ भी कर दें, जैसे मैंने कर दिया सेंड, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा सेंड। तो जो भी वेरिएबल का नाम है आपको यहाँ पे लिखना है और उसके पहले आपको एक डॉलर का साइन लगा देना है, तो उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ठीक है, ऐसे होता है। तो इसको मैं वापस से ऐसे कर देता हूँ ओके, और इसे भी ऐसे कर देता हूँ। अब ये नेक्स्ट वाला वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बता दिया और यहाँ पे मैंने बताया डॉलर बिफोर द वेरिएबल नेम इज यूज्ड फॉर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो जो वेरिएबल की वैल्यू होती है हम लोग उसको ऐसे गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने ये यूज करा है डॉलर और ब्रेस कैन बी ऑल्सो यूज, ये जो डॉलर और ब्रेस वाला होता है ये, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि जब यहाँ पे इसको सिंपली ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे क्यों करा है, तो ऐसे क्यों करा वो हम लोग आगे देखेंगे कि ऐसे क्यों करा है, ठीक है। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, सब कुछ सिंपल रखना है, इस वजह से मैं अभी रन करके आपको दिखाता हूँ। तो बैटरी लो इसको मैं कट करता हूँ ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माय नेम इज मार्क, यहाँ पे भी ये वाला जो है ऐसे प्रिंट हो गया। तो ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है, डॉलर देन ब्रेसेस और उसके अंदर वेरिएबल का जो भी नाम है वो, ठीक है। तो ये भी ऐसे हो सकता है। तो ये ऐसे क्यों कब यूज करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। फॉर नाउ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन ऐसे ही होती है। सो ये टॉपिक हो गया। आप क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो मैं नीचे आता हूँ थोड़ा सा। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस इन स्ट्रिंग। तो अगर मैं क्या करूँ, एक फाइल बनाता हूँ डॉट की, तो यहाँ पे लिखता हूँ ऑपर और इन str डॉट डॉट ऑपरेशन इन स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या करता हूँ void main
अभी हम लोगों ने क्या करा था, जो ऑपरेटर चैप्टर था उसमें हम लोग ने देखा था कि ऑपरेशंस का मतलब क्या हुआ है। जैसे दो वैल्यूज में ऑपरेशन करना है, जैसे 10 और +10 कर रहे हैं, तो प्लस ऑपरेटर क्या कर रहा है कि 10 और 10 में ऑपरेशन कर रहा है, मीन्स उसे ऐड कर रहा है या माइनस कर रहा है या जो भी हो, तो उसे बोलेंगे ऑपरेशन। तो ठीक वैसे हम लोग स्ट्रिंग में देखेंगे कि स्ट्रिंग में हम लोग ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे वैर इज इक्वल टू एक वेरिएबल ये बनाया और वेर बी इज इक्वल टू 20, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल बना दिए। अब यहाँ पे मैंने क्या करा कि एक स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग बनाई यहाँ पे, स्ट्रिंग सी इज इक्वल टू यहाँ पे या टी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि से TWR, और यहाँ पे स्ट्रिंग डी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया से मार। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स बना लिए, दो स्ट्रिंग बना लिए। अब अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं ऐसे लिखूँ प्रिंट, और मैं क्या करूँ कि यहाँ पे जो ऐसे कर देता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ a इंटू बी करना, मैं चाहता हूँ स्ट्रिंग के अंदर ये जो वैल्यूज हैं इनमें ऑपरेशन करना, स्ट्रिंग के ही अंदर ना कि बाहर, तो वो कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ऐसे ना करके a इंटू बी इज इक्वल टू ऐसे कर दूँ, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि a इंटू बी इज इक्वल टू इतना तो आ जाए। उसके बाद क्या हो, ये जो a और b वेरिएबल है इन दोनों का इनटू होके जो भी आंसर आए वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो वो कैसे होगा, तो अगर मैं उसको ऐसे डायरेक्टली लिख दूँ a, और ये जो स्टार वाला होता है ये मल्टीप्लाई की तरह यूज होता है, तो a स्टार b मीन्स a इंटू बी अगर मैं ऐसे लिख दूँ डायरेक्टली तो ये गलत होगा। यहाँ पे ये जो वैल्यू, ये इसका आउटपुट जो होगा 10 इंटू 20, वो हमें यहाँ पे ऐसे प्रिंट होके नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वेरिएबल, ये जो वेरिएबल बनाया है ये दोनों नहीं यूज कर रहे हैं, ये हम लोग डायरेक्टली इंटू बी ऐसे लिख रहे हैं, तो एज इट इज ये ऐसा ही प्रिंट हो जाएगा। तो इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, इवन तो मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ आपके सेटिस्फैक्शन के लिए। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकेंगे कि जो इसका आउटपुट होगा वो हमें ऐसे मिलेगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए इंटू बी इज इक्वल टू ए स्टार बी, एज इट इज ऐसे प्रिंट होके मिल गया, ना कि जो वेरिएबल्स की वैल्यूज थे उनका इंटू हो गए। ओके, तो ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो ए इंटू बी था, मैं चाहता हूँ कि ये जो वेरिएबल्स हैं इनमें इंटू हो, 10 इंटू 20 हो, और उसका आंसर हमें यहाँ पे ऐसे आउटपुट मिल जाए। तो वो कैसे होगा, तो वो होगा कैसे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ऐसे प्रिंट, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से ए और इंटू बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर मैं डॉलर का साइन और ब्रेसेस का साइन और इसके अंदर मैं ऐसे डालूं, तब हमारा काम हो जाएगा। तो इसको मैं एंड में एक सेमी कोलन लगाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको बताया था स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में कि हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो जब हम लोग सिंगल वैल्यू यूज करना चाहते हैं, सिंगल वेरिएबल कोई, उसके अंदर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे उसे किसी से ऐड माइनस या उस पर कोई फंक्शन या कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग एज इट इज ऐसा वेरिएबल यूज करना चाहते हैं, तो अब हम लोग डॉलर लगा सकते हैं या ऐसे लगा सकते हैं। बट हम लोग क्या चाहते हैं कि जो वेरिएबल इनके बीच कुछ हो, प्लस हो माइनस हो या वॉट, जब हम लोग दो वेरिएबल्स या तीन वेरिएबल्स या जितने भी वेरिएबल्स, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे हैं कुछ करने में, कोई सा ऑपरेशन करने में, तब हम यूज़ करते हैं ये जो डॉलर का साइन होता है और जो ब्रेसेस होते हैं ये, और उसके अंदर जो भी हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग इंटू करना चाहते हैं तो इंटू प्लस माइनस जो भी करना चाहते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, ये जो डॉलर का साइन और बेसिस का साइन ऐसे यूज़ करेंगे। तो अगर अब मैं इसे रन करूँ तब हमें इसका आउटपुट कुछ और मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, इंटू भी कितना होता है, 10 इंटू 20 कितना हो गया 200। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए इंटू बी इज इक्वल टू इतना प्रिंट होगा, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 200 प्रिंट होगी मिला। तो ए और बी जो था अब इनमें इंटू हुआ यहाँ पे, इसके वजह से इसमें इंटू हुआ और इसका आउटपुट हमें यहाँ पे ऐसे मिल गया। तो हम लोग इसका ऐसे यूज कर सकते हैं। तो इसे मैं कट करता हूँ। ओके, तो ये तो देख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक चीज यहाँ पे और बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, यहाँ पे द लेंथ लिखता हूँ, द लेंथ ऑफ सी इज, मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ। अब अगर मुझे क्या करना है कि ये जो मैंने यहाँ पे दो स्ट्रिंग टाइप के बनाए वेरिएबल्स, अगर मुझे टी यूज करना है तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट टी लिख दूंगा। ओके, और अगर डी यूज करना है तो यहाँ पे मैं डी लिख दूंगा। बट हमें टी और डी में क्या करना है कि लाइक टी या डी इन दोनों में कुछ ऑपरेशन करना है। जैसे मैं चाहता हूँ अगर इसको ऐसे यहाँ पे आऊँ मैं, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सी, ओके, इसको मैं सी कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा सी। अब यहाँ पे मुझे कुछ करना है, जैसे मैंने लिखा टू अपर केस, मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ। ओके, और मैं क्या करूँगा कि इसको मैं बंद कर दूंगा कहाँ पे, ब्रेसेस में, जैसे ऊपर ब्रेसेस में बंद करा था इसे यहाँ पे, ठीक वैसे यहाँ पे भी मैंने करा। तो अब देख सोच रहे होंगे कि ये सी डॉट टू अपर केस ये क्या है। तो टू अपर केस क्या है, एक फंक्शन है। तो फंक्शन क्या करते हैं, कुछ काम करके हमें देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा सी, देन लिखा डॉट
टू अपर केस मतलब क्या होता है, जैसे ए बी सी अगर ऐसे लिखा है ए बी सी, ये क्या है स्मॉल केस, मीन्स ये लोअर केस है तो ये स्मॉल लेटर में, अपर केस क्या होगा ए बी सी। तो जो स्मॉल लेटर वाला होता है उसे बोलते हैं लोअर केस, जो कैपिटल लेटर्स वाले होते हैं उसे बोलते हैं क्या अपर केस। तो यहाँ पे मैंने बोला जो सी लिखा है सी, इसको क्या कर दो अपर केस में, मीन्स कैपिटल में, तो अभी ये ऑलरेडी कैपिटल, अगर मैं इसे स्मॉल कर दूं टी डब्ल्यू आर ऐसे कर दूं, तो अब ये क्या होगा कि ये कैपिटल हमें प्रिंट होके मिल जाएगा। अगर मैं इसे सीधे रन करता हूँ, तो अगर मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे आएगा द लेंथ ऑफ सी, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इवन तो द लेंथ क्या मैं इसे कर देता हूँ कि सी इन अपर केस ऐसे कर देता हूँ, सी इन अपर केस। ओके, अब फिर से इसे रन करता हूँ, तो इससे मैं फिर से रन करता हूँ, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि सी इन अपर केस ऐसे प्रिंट होके मिला। अब उसके बाद आप देख सकते हैं जो टी डब्ल्यू आर मीन्स ये जो सी था, ये स्मॉल लेटर की जगह हमें कैपिटल लेटर में प्रिंट होके मिला है। किसकी वजह से, ये जो फंक्शन यहाँ पे लगाया है टू अपर केस, फंक्शन क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। फॉर नाउ आप इतना समझ लीजिए कि जो फंक्शन होते हैं हमें कुछ चीजें करके देखते हैं ऑटोमेटिकली। तो जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो फंक्शन है टू अपर केस, ये हमें क्या कर रहा है कि जो सी में जो कुछ भी था उसे ये अपर केस में बना के दे रहा है। तो फंक्शन का यूज करने के लिए डॉट लिखते हैं, फिर जो फंक्शन का नाम होता है उसे ऐसे लिख देते हैं। तो जब हम लोग कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग ये जो सी है इस पे भी तो हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं ना, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ऑपरेशन कर रहे हैं उसे अपर केस में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डॉलर और ये जो ब्रेसेस होते हैं वो, तो इसके लिए भी हमें ये ऐसे यूज करना होगा। ओके, तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर मैं नोट्स में आऊँ, बाकी मैंने नोट्स में भी यही लिख रखा है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर यहाँ पे आए आप, तो टू अपर केस मैंने बताया कन्वर्ट्स कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग इन अपर केस, ये अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। फंक्शंस आर आल्सो यूज्ड इन डॉलर और ब्रेसेस, तो डॉलर ब्रेसेस के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो भी यूज होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो अगर मैं वापस कोड में आऊँ और यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ पे से मैंने लिखा नेम इज, यहाँ पे डॉलर डी। ओके, तो डॉलर डी लिखा तो यहाँ पे क्या होगा, जो डी वेरिएबल है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, माइन नेम इज मार्क, तो ये नेम होगा। अब उसके बाद में क्या करता हूँ एंड, यहाँ पे लिख देता हूँ एज, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इज, यहाँ पे डॉलर बी। तो यहाँ पे मैंने अगर ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो एक स्ट्रिंग है पूरी, इसके अंदर हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग पूरी बनाई थी तो उसके अंदर सिर्फ एक चीज हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे भी सिर्फ एक चीज करी है। तो वो डिपेंड नहीं करता, वो आप कितनी भी कर सकते हैं। आपने अगर 1000 वेरिएबल्स बना रखे हैं तो इसके अंदर आप 1000 वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे बस यही बताना था। तो अगर मैं इसे रन करूँ, ओके, तो अगर मैं रन करूँ तो नेम इज मार्क आएगा, और एज इज जो भी हो 20 जो वेरिएबल था बी, उसकी वैल्यू यहाँ पे ऐसे आ रही है। तो ये भी हमने देख लिया कि ये क्या होता है ऑपरेशंस इन स्ट्रिंग, हम लोग वो कैसे कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया। ओके, सो आई होप आपको ये भी आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ये क्या होता है, तो मैं क्या करूँगा एक फाइल बनाऊंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, कंकैटिनेशन डॉट डॉट, तो यहाँ पे एक वाइड मेन फंक्शन। अब देखते हैं कि स्ट्रिंग कंकैटिनेशन क्या होता है। एकदम इजी है, एक बार देख चुके हम लोग, बट फिर से बताता हूँ। वहाँ पे मैंने इसको एज अ नेम नहीं बताया था कि ये स्ट्रिंग कंकैटिनेशन है। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन इज यूज्ड टू क्रिएट अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड स्ट्रिंग्स। सो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का हम लोग यूज कब करते हैं, जब हम लोग एक स्ट्रिंग की एक सीरीज बनाना चाहते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्ट ना हो। जैसे मैं सीधे आता हूँ कोड पे, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट्स से कि डॉट। अब अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसे ऐसे लिख सकता हूँ डॉट लैंग्वेज। अभी मैंने यहाँ पे क्या करा कि डॉट लैंग्वेज, इसे ये कितना हुआ, ये एक स्ट्रिंग है यहाँ पे एक स्ट्रिंग के अंदर मैंने इसे एज इट इज ऐसे लिख दिया। बट मैं अगर दो स्ट्रिंग लगाना चाहता हूँ, दो स्ट्रिंग का यूज करना चाहता हूँ, तो अगर मैं इसे ऐसे कट कर देता हूँ, ओके, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं प्लस ऐसे लिख देता हूँ, और यहाँ पे लैंग्वेज लैंग्वेज। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, दो स्ट्रिंग का यूज करा, एक ये और एक ये, और इसके अंदर प्लस लगा दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड, मींस वो कनेक्ट ना हो। क्या ये लैंग्वेज और ये डॉट
कनेक्ट है एक दूसरे से, नहीं, ये दोनों क्या है, इंटरकनेक्टेड, मीन्स ये दोनों अलग है। इन्हें मैंने कनेक्ट करा प्लस साइन से, तो ये हो गया स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। मैंने यहाँ पे नोट्स पे लिख रखा है लैंग्वेज इज कनेक्टेड विद डॉट बाई ये प्लस का साइन। तो जब हम लोग प्लस का साइन लगा रहे हैं मीन्स डॉट भी यूज होगा और लैंग्वेज भी। अगर मैं इसे सीधे रन करूँ, तो अगर मैं इसे रन करता हूँ ऐसे, तो हमें डॉट और ये जो लैंग्वेज है वो ऐसे प्रिंट होके मिल जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस का यूज़ करा। अब जितने भी आपके अगर हों आप वो कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे प्लस लगाऊं, डॉट लैंग्वेज इज लैंग्वेज, ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। इसलिए आप प्लस लगा के जितने भी स्ट्रिंग लगाना चाहें, वेरिएबल्स लिखना चाहें, जो भी लिखना चाहें, आप प्लस लगा लगा के कर सकते हैं। तो यहाँ पे डॉट लैंग्वेज ऐसे प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे स्पेस नहीं आया क्योंकि यहाँ पे मैंने ना यहाँ पे स्पेस लगाया ना एल के पहले, तो अगर आप एल के पहले भी लगा सकते हैं। तो अगर मैं इसे वापस से रन करूँ, तो यहाँ पे डॉट के बाद एक स्पेस आएगा, फिर लैंग्वेज प्रिंट होगा। प्लस क्या करता है, इसके बाद जो भी लिखा रहता है उसको ठीक पहले वाले से एकदम अटैच कर देता है। तो मैं चाहता हूँ अटैच ना हो, एक स्पेस आए, तो यहाँ पे मैंने एक स्पेस लगा दिया, तो डॉट लैंग्वेज आया। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसके पहले या लैंग्वेज के बाद में नहीं लगा था, तो अगर इसके पहले लगा देता हूँ, इसे रन करता हूँ, तो डॉट लैंग्वेज और इसके बाद एक स्पेस आएगा और इस लैंग्वेज हो गया, ये लैंग्वेज होगा ऐसे, लैंग्वेज ऐसे होगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो प्लस ये जो हम लोग कर रहे हैं ये क्या है, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। हम लोग इंटरकनेक्टेड स्ट्रिंग को कनेक्ट कर सकते हैं प्लस से। तो प्लस लगा लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्ट्रिंग को एक साथ कर सकते हैं। तो यही होता क्या है, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। अब अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैंने लेट्स से लिख दिया ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेर ए इज इक्वल्स टू 1, देन वेर बी इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ, ए इज इक्वल्स टू देन डॉलर ए, यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ और मैं एक स्पेस लगा देता हूँ, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक प्लस का साइन लगाऊंगा। फिर यहाँ पे एक दूसरी स्ट्रिंग होगी बी इज इक्वल्स टू डॉलर बी, और यहाँ पे इसको ऐसे बंद कर देता हूँ। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स ऐसे प्रिंट होगा, फिर ए की वैल्यू, फिर यहाँ पे मैंने एक कॉमा एक स्पेस लगाया, फिर मैंने लिखा प्लस और बी इज इक्वल्स टू ऐसे। ओके, तो ये भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो इसे मैं अगर देखूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एज इट इज यहाँ पे ऐसे प्रिंट हो गया, तो इसे कट कर देता हूँ। तो यही था स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। बेसिकली हम लोग प्लस लगा लगा के और भी स्ट्रिंग या वेरिएबल्स ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा के ऐसे बी यूज करूँ, तो वो भी हो जाएगा, ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है। बट इससे एक स्ट्रिंग में ऐसे करना होगा, ठीक है, ऐसे स्ट्रिंग में करना होगा इसे, और यहाँ पे एक डॉलर का साइन लगाना होगा। तो बेसिकली आप जितने भी नंबर चाहें यहाँ पे लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो फोन ऐसे बंद कर देता हूँ। तो यही होता है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। आई होप ये भी आ गया होगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक है रॉ स्ट्रिंग। अब ये रॉ स्ट्रिंग क्या होता है, तो मैं नीचे आ गया, ऊपर जाना है, आई मीन नीचे ही आना। रॉ स्ट्रिंग कहाँ पे रहा, ये रहा। रॉ स्ट्रिंग क्या होता है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फाइल बनाऊंगा रॉ स्ट्रिंग डॉट डॉट, और यहाँ पे वॉइड मेन और ऐसे। ओके, इसे बंद कर देता हूँ। तो रॉ स्ट्रिंग क्या होती है, तो नोट्स में अगर सीधे चले, यहाँ पे मैंने लिखा रॉ स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग एज इट इज। सो रॉ स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग होती है वो जैसे ही हम लोग लिख देते हैं वो वैसी ही हो जाती है। जैसे द स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक बैक स्लैश एंड एटसेट्रा आर टेकन एज इट इज। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग एक स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग मैंने लिखा आर एस लिखा मीन्स रॉ स्ट्रिंग, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिखा रॉ बैक स्लैश एन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट्स से स्ट्रिंग स्ट्रिंग। तो ये कैसे प्रिंट होगा, रॉ प्रिंट होगा, और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा स्ट्रिंग। तो रॉ स्ट्रिंग क्या होता है, तो अगर मैं इसके पहले स्ट्रिंग के पहले अगर मैं ऐसे आर लगा दूं, ओके, स्ट्रिंग के पहले अगर मैंने आर लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा कि ये एक रॉ स्ट्रिंग बन जाएगा। तो अगर मैं क्या करूं कि इसको ऐसे करता हूं, तो अगर मैं इसे सीधे क्या करूं, प्रिंट कर दूं, तो यहाँ पे मैं प्रिंट लिखता हूँ और आर एस। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो हमें यहाँ पे क्या होगा कि इसके बाद ये जो रॉ है इसके बाद एक न्यू लाइन में स्ट्रिंग होकर प्रिंट नहीं होकर मिलेगा, यहाँ पे मैं एज इट इज ऐसे मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रॉ प्रिंट हुआ, देन बैक स्लैश एन, और ठीक उसके बाद हमें स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट होकर मिल गया। क्यों, क्योंकि ये एक रॉ स्ट्रिंग है और रॉ स्ट्रिंग जैसा होता है एज इट इज वैसा ही प्रिंट कर देता है। तो इसे डिफाइन करने के लिए जो स्ट्रिंग है उसके पहले आर लगा देते हैं, और ये जिसके अंदर जैसा भी होगा वैसे प्रिंट हो जाएगा। ये एस्केप सीक्वेंस इसके अंदर वर्क नहीं करता है। अब इसके अंदर अगर कुछ भी डालना है तो एज इट इज वो वैसा ही प्रिंट हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो रॉ स्ट्रिंग बेसिकली यही होता है। तो ये भी हो गया बेसिकली एकदम छोटा सा टॉपिक था। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने नोट्स में ये सब लिख रखा है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है रॉ स्ट्रिंग के बाद।
नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। सो स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ये बहुत ही मेन है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, तो स्ट्रिंग प्रॉप एंड यहाँ पे लिख देता हूँ मेथड्स। ओके, मैथ ऐसे लिख देता हूँ डॉट डॉट। तो यहाँ पे void लिखता हूँ, void मेन फंक्शन। अब स्ट्रिंग के कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके कुछ मेथड्स देखेंगे। सो ये प्रॉपर्टीज और मेथड्स क्या होते हैं, तो आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक फंक्शन बताया था। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कंकैटिनेशन में आऊँ, इवन तो कहाँ पे था वो, आई गेस रोस्टिंग में, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन में यहाँ कहीं पे था आई गेस, या तो वो इंटरपोलेशन में था। तो इंटरपोलेशन कहाँ पे है, ये रहा। ओके ओके, तो मुझे नहीं पता वो कहाँ पे था। एनीवेज तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे था, हाँ याद आया, ये जो था ऑपरेटर वाला, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑपरेशन इन स्ट्रिंग वाले में, यहाँ पे मैंने क्या यूज करा था, ये जो डॉट टू अपर केस है, ये यहाँ पे मैंने बोला था ये एक फंक्शन है। तो फंक्शन और मेथड दोनों एक ही चीज होते हैं, बस उसके अलग अलग नाम है। तो अगर मैं मेथड्स बोला या फंक्शन बोला, दोनों एक ही चीज है, बट बस उनके नाम अलग है। ओके, तो अगर मैं इसे ओपन करता हूँ ये वाला, तो प्रॉपर्टीज और फंक्शंस क्या होते हैं कि प्रॉपर्टीज जो होते हैं और जो फंक्शंस होते हैं वो हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड कर देते हैं। ऑटोमेटिकली हमें उसके लिए कुछ करना ही नहीं होता। जैसे मैंने आपको एक फंक्शन बताया था अपर केस, वो क्या कर रहा था कि अपर केस में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। तो बेसिकली हमें कुछ चीजें होती हैं एज इट इज, हमें अपने आप मिल जाती हैं। कुछ हो गए जैसे, अगर मैं इसका यहाँ पे डिफाइन करूँ, string properties and methods या functions are used to do operations on strings and get infos of string। so basically जो string के properties और methods होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं, जब हम लोग string पे कुछ operations करना चाहते हैं। तो बहुत सारे properties और methods होते हैं, वही सारे हम देखेंगे। तो अगर मैं नीचे आऊँ, ओके, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं और कुछ फंक्शंस देखते हैं। तो फंक्शंस बोल रहा हूँ या मेथड बोल रहा हूँ, दोनों एक ही चीज है। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, सीधे एक स्ट्रिंग बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्ट्रिंग st इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोग्रामिंग। तो ये एक स्ट्रिंग बना दी। अब इसी पे हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टीज और फंक्शंस यूज करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट देन st देन डॉट, यहाँ पे अगर मैंने लेंथ लिख दिया ऐसे लेंथ, तो ये जो डॉट लेंथ है ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी और फंक्शन पता कैसे लगाएं, तो डॉट के बाद अगर ऐसे लेंथ लिखा है, ओके, तो ये प्रॉपर्टी है। बट अगर डॉट लेंथ के बाद अगर ये ओपन है क्लोज पैरेंथेसिस लगा है ऐसे, तो अब ये क्या है, अब ये एक मेथड है, मेथड या फंक्शन है। ओके, तो ये जो डबल ये जो लगा रहता है पैरेंथेसिस, ये डिफाइन करता है फंक्शन को। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रॉपर्टी है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्रॉपर्टी आप डाल दें, जो है वही सिर्फ यहाँ पे यूज करेंगे। अब जैसे लेंथ है, अगर मैं यहाँ पे साइज लिख दूं तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि साइज नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, बट लेंथ नाम की है, इस वजह से यहाँ पे लेंथ होगा। तो अगर मैं अभी से रन करूँ, तो लेंथ जो डॉट लेंथ प्रॉपर्टी ये क्या करता है, ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है यहाँ पे हमें क्या कर देता है कि रिटर्न कर देता है। जैसे इसकी लेंथ 11 आ रही, तो अब इसे काउंट करें, ये हो गया 1 2 देन 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसने क्या करा है, इसकी जो लेंथ है उसे हमें रिटर्न कर दिया। जो डॉट लेंथ होता है वो हमें क्या करता है कि जो भी स्ट्रिंग पे हम लोग कर रहे हैं ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, उसकी ये लेंथ हमें रिटर्न करके दे देता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो अगर यहाँ पे लिखूँ मैं ऐसे प्रिंट, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है st डॉट टू, इसे मैं अपर केस कर देता हूँ, एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं। ये क्या है, फंक्शन, क्यों, यहाँ पे ओ जो हमारा पैरेंथेसिस है ओपन क्लोज वो दोनों लगे हैं। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है कि ये एक फंक्शन है। अब ठीक अपर केस की तरह होता है टू लोअर केस, तो लोअर केस ऐसे कर देता हूँ। अब अगर इसमें रन करूं, तो ये स्ट्रिंग को पहले क्या कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, फिर स्ट्रिंग को क्या कर देगा, लोअर केस में। जैसे प्रोग्रामिंग, ये आप देख सकते हैं अपर केस में, ये क्या है पूरा लोअर केस में। तो अपर और लोअर केस ऐसे वर्क होता है। अब अगर मैं लिखूं प्रिंट st डॉट कंटेन्स, इसके अंदर मैंने डाल दिया क्या, p। अब ये फंक्शन है ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस है, इसके अंदर मैंने p डाल दिया। ये क्या है, डॉट कंटेन्स मतलब क्या करता है कि ये चेक करता है, ये चेक करता है कि क्या इस स्ट्रिंग में p है, क्या ये वाला जो स्ट्रिंग है वो p कंटेन करता है। तो अगर मैं ऊपर आऊँ, तो क्या इस स्ट्रिंग में p है, क्या ये p कंटेन करता है, हाँ ये करता है। तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा हमें, ट्रू। अगर नहीं करता तो क्या मिलता है, फॉल्स। तो अगर मैं इसे सीधे रन करता हूँ, तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, इसका आउटपुट हमें मिलेगा ट्रू। क्यों, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो ये जो st स्ट्रिंग है इसके अंदर p है। बट अगर मैं p की जगह स्मॉल डाल दूँ,
क्या इसके अंदर स्मॉल वाला पी है? नहीं, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा हमें? फॉल्स। तो अगर इसे मैं रन करके आपको दिखा दूं तो अब हमें इसका आउटपुट मिलेगा फॉल्स। ओके, तो ये चेक करता है कि किसी स्ट्रिंग में जो भी हम लोग ने यहाँ पे डाला है वो है कि नहीं, होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। तो अब मैं क्या करूँ, अगर मैं प्रिंट st ऐसे लिख दूँ, डॉट कंटेन्स ऐसे लिख दूँ और यहाँ पे मैं amm ऐसे डाल देता हूँ। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक लेटर डालें, आप जितना भी डाल सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप फाइंड क्या कर रहे हैं, आप चेक करना क्या चाह रहे हैं कि क्या किसी स्ट्रिंग पे ये है कि वो है कि नहीं। जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप देखना चाहते हैं कि किसी स्ट्रिंग के अंदर है कि नहीं, बस आप यहाँ पे वो डाल दें और आपको पता चल जाएगा। अब बाय द वे बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ये सारी चीज़ें, बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं जो हमें डायरेक्टली मिल जाती है, हमें कुछ करना भी नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू आ रहा है, क्यों? क्योंकि लिए ए एम एम यहाँ पे है, ए एम एम यहाँ पे इसके अंदर है, तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। तो ये ट्रू आ रहा था, तो ये भी ट्रू आ रहा है, दोनों ट्रू आ रहे हैं। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट st डॉट पैड लेफ्ट, यहाँ पे कर देता हूँ क्या, जैसे मैंने यहाँ पे 15 कर दिया। ओके, 15। तो ये पैड लेफ्ट, ये क्या है, डॉट पैड लेफ्ट। तो यहाँ पे अंदर मैंने 15 डाला, तो पैड लेफ्ट मीन्स हुआ कि पैड कर दो लेफ्ट से, पैडिंग लेफ्ट मीन्स इसका मतलब क्या हो, लेफ्ट से स्पेस थोड़ी छोड़ दो। कितनी? मैंने यहाँ पे 15 डाली, तो लेफ्ट से क्या कर देगा, 15 स्पेसेस छोड़ देगा। जैसे 15 स्पेसेस छोड़ेगा लेफ्ट से, उसके बाद क्या कर देगा, ऐसे प्रिंट कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि 15 स्पेसेस छोटी और यहाँ पे प्रोग्रामिंग प्रिंट हो गया। अगर आप 15 की जगह यहाँ पे लेट्स से डाल दें 5, अब क्या होगा, सिर्फ 5 की स्पेस छूटेगी और उसके अंदर आ जाएगा, उसके बाद हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो प्रिंट हो जाएगा। तो 5 बहुत छोटा है, इस वजह से नहीं दिख रहा, यहाँ पे मैंने 30 कर दिया। अब ये 30 जो है, ये सब ये क्या है, ये वो नहीं है कि स्पेस, ये स्पेस नहीं है, ये बस एक साइज है। तो मैंने 30 करा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा स्पेस छूटा। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं। पैड लेफ्ट मीन्स पैडिंग दे दो लेफ्ट से, कितना, इतना, फिर प्रिंट कर दो वाले स्ट्रिंग को, ये होता है। ठीक, वैसे क्या होता है पैडिंग राइट। तो अगर मैं इसे पैड राइट कर दूं ऐसे, अब इसे अगर मैं रन करूं तो यहाँ पे क्या कर देगा, अब ये राइट से स्पेस छोड़ देगा और लेफ्ट में प्रिंट कर देगा। आपने देखा यहाँ पे लेफ्ट में प्रिंट हुआ और इसने राइट से इतनी स्पेस छोड़ दी। तो पैड लेफ्ट और पैड राइट ये होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक दूसरी स्ट्रिंग बनाऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा st2 लिखा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना दी। तो मैंने आपको बताया होगा, आपको याद होगा कि इनविजिबल मैंने यूज करा था कि हम लोग इनविजिबल स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो ये बेसिकली इनविजिबल है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं। अगर मैं इसे प्रिंट करूँ ऐसे, किसको, st2 को, अगर st2 को मैं ऐसे प्रिंट करता हूँ, रन करता हूँ इसे, तो आप देखेंगे कि हमें कुछ प्रिंट होके नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक ब्लैंक लाइन मिल रही है, इनविजिबल। तो ये क्या हुआ, इनविजिबल स्ट्रिंग मीन्स इसके अंदर कुछ है नहीं, तो ऑब्वियसली कुछ नहीं प्रिंट हो रहा। तो ओके, तो ये क्या है, ये है एक एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, अब मैं क्या करूं, मैं प्रिंट करूं ऐसे और यहाँ पे st2 का यूज करूं, डॉट लिखूं इज एम्प्टी। इज एम्प्टी प्रॉपर्टी क्या करता है, इज एम्प्टी प्रॉपर्टी हमें बताता है कि ये जो स्ट्रिंग मैंने लगाई है, क्या ये स्ट्रिंग एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी होगी, क्या इसके अंदर कुछ है, नहीं, मीन्स ये एम्प्टी है, तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू, तो हमें ट्रू मिलेगा। बट अगर मैं इसके अंदर कुछ लिख दूं, लेट्स से मैंने st लिख दिया, अब क्या ये स्ट्रिंग एम्प्टी है, नहीं, ये स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं, तो अब ये एम्प्टी नहीं है, तो हमें मिला फॉल्स। तो इज एम्प्टी यही बताता है कि क्या कोई स्ट्रिंग एम्प्टी है कि नहीं। तो इसी फॉर्म में एम्प्टी स्ट्रिंग ऐसे कर देता हूँ। ओके, तो इज एम्प्टी यही होता है। ठीक वैसे क्या होता है, अगर मैं कंट्रोल प्लस डी करूँ, ठीक वैसे ही होता है इज नॉट एम्प्टी। तो ये क्या बताता है कि इज नॉट एम्प्टी। अगर मैंने इसको ऐसे करा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉल्स। तो क्यों, क्योंकि क्या ये एम्प्टी नहीं है, नहीं, तो ये फॉल्स हुआ। तो ये अपोजिट वर्क करता है एम्प्टी के लिए। ओके, तो ये भी ऐसे होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक तीसरी स्ट्रिंग बनाता हूँ, एस टी यहाँ पे 3 कर देता हूँ इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐसे स्पेस छोड़ देता हूँ, ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। ओके, मैं यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे इतनी स्पेसेस छोड़ दी हैं, यहाँ पे इतनी स्पेसेस छोड़ दी हैं। अगर मैं इसे प्रिंट करूँ st3 को, तो ये जैसे मैंने लिखा वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। ओके, ये स्पेस के साथ ऐसे प्रिंट होगा, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस और यहाँ पे हेलो ऐसे प्रिंट हो रहा है जैसे मैंने यहाँ पे डाला है। बट मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने स्पेसेस इतनी सारी लगा दी हैं वो हमें ना दिखे। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, तो फॉर्म में इसे ऐसे कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो स्पेसेस हैं, ये बिना वजह की जो स्पेसेस हैं ये हट जाए, हमें सिर्फ ये मिले। तो उसके लिए क्या करूँगी, उसके लिए मैं लिखूंगा ऐसे प्रिंट st
3 डॉट ट्रिम। ट्रिम क्या है? ट्रिम है एक फंक्शन, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। तो अगर मैं नोट्स में हूँ, बाय द वे नोट्स में मैंने सब कुछ लिख रखा है, एक एक प्रॉपर्टीज और फंक्शन जो मैं बता रहा हूँ सब कुछ लिख रखा है, उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने एकदम क्लियरली सब दे रखा है। तो ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, आपको अब तक पता ही चल गया होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अभी, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो ट्रिम फंक्शन ये क्या करता है, ट्रिम्स दी ऑल लेफ्ट एंड राइट स्पेसेस। जो ट्रिम होता है वो क्या कर देता है, जो स्ट्रिंग है उसके लेफ्ट में जितनी भी स्पेसेस होती हैं, उसके राइट में जितनी स्पेसेस होती हैं, उन सबको ये ट्रिम कर देता है। ट्रिम मतलब लाइक काट देना। ओके, तो यहाँ पे इन सबको ये रिमूव कर देगा ऐसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले कैसे था, यहाँ पे लेफ्ट और राइट में इतनी स्पेसेस थी, अब यहाँ पे ना लेफ्ट में स्पेस है ना राइट में स्पेस है, ये एज इट इज ऐसे प्रिंट हो गया। तो ट्रिम ऐसे वर्क करता है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे लिखूँ प्रिंट, और इसको मैं ऊपर कर देता हूँ ऐसे, प्रिंट लिखता हूँ यहाँ पे st3, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा ट्रिम लेफ्ट। तो ट्रिम लेफ्ट से मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ लेफ्ट को ट्रिम कर देगा। अगर मैं इसे वापस से क्या करूँ, रट करूँ, तो आप देख सकेंगे कि सिर्फ लेफ्ट से ट्रिम कर देगा, राइट से ये ट्रिम नहीं करेगा। तो इसने लेफ्ट से ट्रिम कर दिया तो ये पता नहीं चला, क्यों? क्योंकि इसने लेफ्ट से ट्रिम करा, फिर यहाँ पे ऐसे लिख दिया, फिर इसके बाद क्या कर दिया, ये इसको ऐसे ही छोड़ दिया, अब ये पता नहीं चल रहा। तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे 45 ऐसे लिख देता हूँ, मैं ऐसे रैंडमली कुछ भी लिख रहा हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट वाला ट्रिम हो गया, बट ये जो राइट वाला था वो अब ट्रिम नहीं हुआ। ठीक है, तो लेफ्ट क्या कर देगा कि सिर्फ लेफ्ट में ट्रिम कर देगा। अब अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे, ठीक वैसे ही क्या होगा, लेफ्ट है तो राइट भी होगा, तो ये ट्रिम, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, राइट ऐसे कर देता हूँ। ओके, और इसे मैं हटा देता हूँ। ओके, नीचे आना, ये जो 45 मैंने इसे लगाया था इसको ऐसे हटा देता हूँ। अब इसे रन करता हूँ, तो ये क्या कर देगा कि राइट वाले को ट्रिम कर देगा। अगर ऐसे छोड़ दूँ मैं, यहाँ पे अगर ऐसे कर दूँ, फिर राइट वाले को ये क्या कर देगा, ट्रिम कर देगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ, ऐसे कर देता हूँ, ओके, रन करता हूँ, तो मैं जब रन करूंगा तो ये जो राइट वाला था, आपने देखा इसने राइट वाले को ट्रिम कर दिया और लेफ्ट वाले को जैसे ये था वैसे ही छोड़ दिया। तो लेफ्ट ट्रिम और राइट ट्रिम ऐसे ही वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक दूसरी स्ट्रिंग बनाता हूँ, st4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखता हूँ मैं जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कुछ नाम मैंने लिखा पाइथन, देन डार्ट, देन कॉटलिन, और जैसे मैंने लिख दिया सी, ऐसे कर दिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, ये जो स्ट्रिंग है वो डॉट स्प्लिट। स्प्लिट मतलब क्या होता है, काटना। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे कर दिया। ओके, अब ये स्प्लिट करा मैंने, स्प्लिट मतलब क्या हुआ, स्प्लिट मतलब वो काट दो। तो मैंने बोला जो स्ट्रिंग 4 है इसको स्प्लिट कर दो, इसको स्प्लिट कर दो मीन्स काट दो। काट दो कहाँ से, जहां जहां पे ये है, जहां जहां पे मैंने डैश लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, तो ये क्या करेगा कि यहाँ से इसे काट देगा, क्योंकि यहाँ पे ये लगा है, और तो ये भी कट जाएगा, फिर ये भी कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा। सो जहां जहां पे ये जो डैश लगाए मैंने, इसके अंदर जो भी आप डालेंगे, इसके अंदर जो भी आप डालेंगे वो स्ट्रिंग में जहां जहां मिलेगा वहां से क्या होगा कि कट जाएगा। और कट होने के बाद ये क्या होगा, अलग अलग बन जाएगा। जैसे पाइथन अलग हो जाएगा, डार्ट अलग हो जाएगा, कॉटलिन अलग हो जाएगा, और ये अलग अलग हो गए एक जो हमारा जो लिस्ट होता है उसमें स्टोर हो जाएगा। तो अगर मैं इसे सीधा रन करता हूँ, ओके, तो अगर मैं इसे सीधा रन करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें एक लिस्ट मिला। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। लिस्ट मतलब क्या हो, जैसे मैंने बोला नाम की लिस्ट, तो एक लिस्ट होगी जिसके अंदर होंगे नाम। तो लिस्ट क्या होता है कि लिस्ट में जो लेफ्ट होता है और राइट होता है उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट हो जाता है। तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट कहीं पे भी लिखा है और उसके अंदर कुछ लिखा है, कुछ डेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक लिस्ट है। तो ये क्या है, ये एक लिस्ट है। अगर मैं इसे ऊपर कर दूं, तो ये क्या है, ये एक लिस्ट है। तो ये जो स्प्लिट फंक्शन है ये क्या करता है कि इसके अंदर आप जहां पे भी ये डालेंगे ये चेक करेगा स्ट्रिंग में कि ये कहाँ कहाँ पे है। तो ये चेक करेगा कि ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब ये क्या करेगा कि जहां जहां पे ये दिख रहा है इसको, यहाँ से क्या कर देगा, स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा, मीन्स उसे क्या कर देगा, काट देगा, बीच से काट देगा। और जब कोई चीज काट दी जाए तो क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक वैसे ही पाइथन अलग हो जाएगा, डार्ट अलग हो जाएगा, कॉटलिन अलग हो जाएगा, और सी अलग हो जाएगा। अब ये चारों क्या हो चुके हैं, अलग अलग। और अलग अलग होने के बाद ये क्या हो जाएगा कि उसे एक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो ये लिस्ट है, उसके अंदर पाइथन को अलग डाल दिया गया, डार्ट को अलग डाल दिया गया, कॉटलिन को अलग डाल दिया गया, और सी को अलग डाल दिया गया। तो आप कॉमा कॉमा देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या मतलब हुआ कि ये अलग अलग है। तो आई होप डॉट स्प्लिट भी आ गया, हो गया आपको कि ये स्प्लिट क्या होता है। तो इसी के साथ
हमारे जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं और फंक्शंस होते हैं वो सारे ख़त्म होते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत आपको बता दिए जो मेन थे, इम्पोर्टेंट बता दिए। और भी होते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। हालाँकि मैंने आपको मोस्टली सारे बता दिए जो इम्पोर्टेंट और यूज़फुल होते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 नोट डाल रखे हैं, वो देखते हैं क्या है। फंक्शंस आर दोज़ दैट आर एंडिंग विद पैरेंथेसिस। ये जो पैरेंथेसिस जो ब्रैकेट लगाए मैंने ओपन और क्लोज़ वाला, ये मैं आपको बता चुका था, बट मैंने यहाँ पे नोट में लिख दिया है कि फंक्शंस क्या होते हैं, जो पैरेंथेसिस होते हैं उससे एंड हो रहे हों। जैसे यहाँ पे मैंने ये पैरेंथेसिस से एंड हो रहा है तो ये क्या है, ये एक फंक्शन है। अगर मैं कोड में हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इससे एंड हो रहा है वो क्या है, फंक्शन। बट जो ये पैरेंथेसिस से एंड नहीं हो रहा है वो एक प्रॉपर्टी है। जैसे ये एंड नहीं हो रहा तो ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है। बट अगर ये ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस से एंड हो रहा है तो वो एक फंक्शन है। तो वही मैंने नोट में लिख रखा है। ओके, एंड प्रॉपर्टीज आर दोज दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम डॉट बट नॉट एंडिंग फ्रॉम ये। ओके, और नोट 2 में क्या है, मोर प्रॉपर्टीज एंड मेथड या फंक्शंस कैन आल्सो बी यूज्ड। अब और भी प्रॉपर्टीज और मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। मैं हर एक नहीं बता सकता, ओके, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। बट जो मेन और इम्पोर्टेंट और यूजफुल होते हैं वो मैंने सब के सब आपको यहाँ पे बता दिए। और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी फिनिश होता है। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। आई होप आपको एक एक टॉपिक सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी जो नोट्स हैं, कोर्स हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ये नोट्स काफ़ी अच्छे हैं अगर आप देख सकते हैं तो। ओके, तो ये सारे नोट्स और कोर्स आपको ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो दैट्स इट, और ये भी चैप्टर फिनिश होता है। तो अब बारी आती है चैप्टर नंबर 5 की। इसका पीडीएफ मैं अपने ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ। सो ये वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर है। ओके, तो इसका पीडीएफ में खोलता हूँ। सो ये जो चैप्टर है इसमें अबाउट 16 पेजेस हैं, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो 3 टॉपिक्स होते हैं वो कवर करेंगे। इस वजह से अलग चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा आप देख सकते हैं 16 पेजेस का है। तो इसमें इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे लिस्ट, सेट एंड मैप। ये तीनों एक अलग अलग टॉपिक है बट ये एक दूसरे के सिमिलर है। तो हम लोग लिस्ट एक बार अच्छे से एकदम पढ़ लेंगे तो उससे सेट भी समझ में आ जाएगा और मैप भी। ओके, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आके इसे क्या करता हूँ, खोल लेता हूँ अपने ब्राउज़र में, आई मीन अपने वीएस कोड में, और इसे ऐसे कट कर देता हूँ। तो लिस्ट, सबसे पहले लिस्ट स्टार्ट करते हैं। 3 टॉपिक है, लिस्ट, सेट एंड मैप। तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट देखेंगे कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। सो लिस्ट क्या होता है, कलेक्शन, या तो सिमिलर टाइप का इसमें डेटा हो या तो डिफरेंट टाइप का। जैसे जैसे मैंने एक लिस्ट दिया, अब लिस्ट क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ नामों की लिस्ट, तो आपको एक लिस्ट भी मिली और उसमें कुछ नाम। सेम वैसा यहाँ पे भी होता है, एक लिस्ट, उसमें क्या होगा, कुछ नाम्स नहीं, लाइक कोई डेटा। अब कोई डेटा जैसे कोई नेम भी हो सकता है, वो नंबर भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा जैसे सिर्फ नेम उसमें, और डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा जैसे उसमें नेम हो गया, एज हो गया, जो भी हो, ठीक है। जैसे अलग अलग टाइप के डेटा, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, ये सब। तो इसमें सिमिलर टाइप ऑफ डेटा भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। इट स्टोर्स अ डेटा जस्ट लाइक वेरिएबल स्टोर्स डेटा, बट वेरिएबल स्टोर्स ओनली वन पीस ऑफ डेटा and a list either can store zero data, single data और many data। तो ये जो लिस्ट होता है ये वेरिएबल की तरह वर्क करता है, बट इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वैल्यू से ज़्यादा हम लोग या तो और ज़्यादा वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कोई सी वैल्यू ना स्टोर करें, हम उसमें बाद में स्टोर कर सकते हैं, या तो उसमें हम सिर्फ एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, या तो हम लोग उसमें सिंगल एक से ज़्यादा वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। तो यही होता है लिस्ट। आई होप आपको लिस्ट आ गया होगा क्या होता है। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। अब जैसे हमारे पास एक लिस्ट है कुछ नंबर्स की। सो ये क्या है, ये कुछ नंबर्स हैं, इसकी हमारे पास क्या है, एक लिस्ट। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40 ये क्या है, ये है हमारे डेटा। अब उसके नीचे मैंने 0, 1, 2, 3 लिखा है, ये क्या है, ये पोजीशंस हैं, ये पोजीशंस हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंडेक्स आर प्लेसेस ऑफ एलिमेंट्स। तो आप इसे एलिमेंट्स बोलें, डेटा बोलें, जो भी बोलें। तो क्या होता है कि जब हम लोग लिस्ट में आइटम्स डालते हैं तो आइटम को क्या मिलते हैं, पोजीशंस मिल जाते हैं। जैसे मैंने बोला 0 पोजीशन में 10, 2 पोजीशन पे 30, 3 पोजीशन पे 40। सो ऐसे लाइन से जो डेटा होते हैं वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होते हैं। जैसे 10 से स्टार्ट हो रहा है तो 10 को 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे कि 1 पे 10, 2 पे 20, नहीं, ये होते हैं इंडेक्सेस। इंडेक्सेस मीन्स जो डेटा है उसकी जो पोजीशन या उसकी जो लोकेशन है। तो 0 इंडेक्स पे है 10, 1 इंडेक्स पे 20, 2 पे 30, 3 पे 40, ऐसे और होते हैं। तो 4 पे कुछ होता है, 5 पे होता है। सो बेसिकली 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है और उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, उन जगह पे मीन्स उन इंडेक्सेस पे कुछ हमारे डेटा होते हैं जो कि डेटा प्लेस होते हैं। ओके, सो इंडेक्स ये होता है। अब इसकी लेंथ मैंने 4 लिखी है तो इंडेक्स इसकी 3 तक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से इंडेक्स जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3। बट जो लेंथ होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, जैसे 1,
2 3 4। तो इंडेक्स और लेंथ में ये डिफरेंस होता है। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, वो पोजीशंस होती हैं डेटा की कि 0 पोजीशन फिर 10 एंड सो ऑन। और लेंथ क्या होता है, जो डेटा होता है उसकी लेंथ। जैसे 4 डेटा है तो 4 लेंथ, 5 होती तो 5। तो यही होता है लेंथ। अब यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है 10 20 30 एंड 40 आर एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। ये क्या है, ये सब एलिमेंट्स है लिस्ट की। एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट या डेटा ऑफ लिस्ट जो भी आप बोले। तो इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ और क्या करूँगा कि नोट्स में आके सबसे पहला टॉपिक देखते हैं क्या है। तो नीचे आता हूँ मैं। तो यहाँ पे फिक्स्ड लेंथ लिस्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे कि हम लोग एक लिस्ट कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है फिक्स्ड लेंथ की लिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक लिस्ट जो कि फिक्स्ड लेंथ की हो। जैसे जैसे मैंने आपको एक लिस्ट दिया, मैंने बोला उसमें सिर्फ 5 नाम्स आ सकते हैं। वो लिस्ट का साइज इतना है, जैसे मैंने आपको एक पेपर दिया, उसमें क्या है, उसमें कुछ नेम्स लिखे हैं। सो उस पेपर का साइज बस इतना ही है कि उसमें सिर्फ 5 नेम्स आप लिख सकें। तो क्या हुआ कि एक फिक्स्ड लेंथ की लिस्ट। तो यही होता है। तो एक हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे जिसकी लेंथ जो होगी वो फिक्स्ड होगी। जैसे मैंने उसकी लेंथ फिक्स कर दी 3, तो उसके अंदर हम लोग 3 से ज़्यादा डेटा या एलिमेंट नहीं डाल सकते हैं। तो यही हो गया फिक्स्ड लेंथ लिस्ट। तो इसका मैं क्या करूँगा, एक फाइल बनाता हूँ डाट की, फिर इसे कोड से समझते हैं। हालांकि ऐसे भी समझ में आ गया होगा बट स्टिल। तो यहाँ पे मैं इसे फिक्स्ड लेंथ लेंथ और लिस्ट डॉट डॉट ओके। तो यार ये फाइल बना के मैं क्या करूँगा, इसमें मेन फंक्शन बनाऊंगा। तो वाइड मेन, और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, थोड़ा क्या ज़्यादा ही इवन तो बस इतना काफ़ी है गेस। ओके। अब क्या करते हैं, सीधे एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट कैसे बनाते हैं, जैसे हम लोग क्या बना रहे हैं कि आलस से हम लोग क्या बना रहे हैं, एक इंट टाइप का वेरिएबल। तो हम लोग क्या लिखते हैं इंट, और इंट का ऐसे मैंने नेम ले लिया एज इक्वल टू 10। ये क्या है, ये एक वेरिएबल है जिसका टाइप है इंट। तो जो भी टाइप होता है उसका हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे इंट, इन टाइप का वेरिएबल है। बट लिस्ट चाहिए तो लिस्ट के लिए क्या लिखेंगे, लिस्ट के लिए लिखेंगे लिस्ट। ओके। तो जब हम लिस्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें लिस्ट में क्या करना होगा कि जो लिस्ट का जो नाम होगा वो लिखना है। जैसे हमें एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर हमें नंबर्स स्टोर करने हैं, तो उसके अंदर मैं ऐसे नम लिख सकता हूँ, नंबर्स लिख सकता हूँ, या मैंने जैसे नम्स लिख दिया। ओके, ऐसे करना है। अब ये क्या है, फिक्स्ड लेंथ लिस्ट। तो अलग अलग टाइप के हम लोग, जैसे अब फिक्स्ड लेंथ लिस्ट देखेंगे तो वो क्या होगा, लिस्ट बनाने का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो पहले फिक्स्ड लेंथ वाला देखते हैं ये कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखूंगा लिस्ट डॉट फील्ड, और यहाँ पे 3 1, और यहाँ पे लिख दूंगा ग्रो एबल, और यहाँ पे मैं इसे कर दूंगा फॉल्स। ओके। तो यहाँ पे ओके ये हो गया। अब मैं नोट्स में आता हूँ, ये सीधे बताता हूँ कि ये सब क्या है, क्योंकि मैंने उसमें एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख रखा है सब। तो यहाँ पे मैंने रेड पेन से बहुत ज़्यादा लिखा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी है। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट लिखा है, लिस्ट स्पेसिफाइंग इट लिस्ट ऑल्दो वेयर कैन ऑल्सो बी यूज। अब मैंने यहाँ पे बोला है लिस्ट। ओके, तो इसका मतलब क्या हो, ये लिस्ट होने वाला है। बट मैंने यहाँ पे लिखा है कि लिस्ट ऑल्दो मतलब हालांकि, वेयर कैन ऑल्सो बी यूज। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे वेयर लिख दूँ तो क्या अब ये सही है, हाँ ये तब भी सही है। क्यों, क्योंकि ये समझ जाएगा कि ये एक लिस्ट है। ओके। तो इसे फॉर नाउ में क्या कर दूंगा, लिस्ट कर दूंगा। लिस्ट कैसे समझ में आएगा, इससे अगर मैं इसमें एक वैल्यू डाल देता तो वो वेरिएबल होता, बट उसको मैं लिस्ट के फॉर्म में डाल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक लिस्ट हुआ। तो वेर भी हम लोग लिख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि लिस्ट डॉट फील्ड। ये डॉट फील्ड क्या है, तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि डॉट लगाओ, फिर क्या हो, ये पैरेंथेसिस जो होते हैं वो लगे हैं यहाँ पे एंड में और स्टार्टिंग में। तो एक फंक्शन होता है। तो ये क्या हुआ, ये एक फंक्शन है, डॉट फील्ड एक फंक्शन है। ओके। तो मैंने बोला लिस्ट को फिल कर दो, फील्ड है, लिस्ट को फिल कर दो क्या, किससे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा 3। तो 3 क्या है, 3 है लेंथ ऑफ लिस्ट। मीन्स जो लिस्ट होगी उसमें हम लोग सिर्फ 3 एलिमेंट्स डाल सकते हैं, 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स हम लोग नहीं डाल सकते हैं। अब 1 क्या है, 1 इज डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ लिस्ट एंड द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट हैव टू बी ऑफ सेम टाइप एज इस टाइप दैट इज इंट। तो यहाँ पे मैंने ये जो 1 है, ये 1 क्या है, ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। जैसे अगर कोई वैल्यू नहीं हुई तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। जैसे मैंने एक लिस्ट बनाया उसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू ही नहीं डाली तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने आप, 1। और यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ और लिख रखी है कि द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट हैव टू बी ऑफ सेम टाइप एज इट्स टाइप दैट इज इंट। सो जो एलिमेंट होगा, ये जो लिस्ट हम लोग बना रहे हैं इसके अंदर जो एलिमेंट हम लोग डालेंगे, जैसे जो भी डेटा डालेंगे वो किसके टाइप का होना चाहिए, क्या वो इंट होगा, क्या फ्लोट होगा, क्या होगा,
वो डिपेंड करता है इस पे। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे 1 डाला है, ओके, तो 1 क्या है, 1 है एक इंट, तो हमारा जो एलिमेंट होगा उसका टाइप भी इंट होना चाहिए, वरना ये जो लिस्ट है वो नहीं बनेगी। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया तो क्या होगा, अब ये जो लिस्ट है उसके अंदर जो हम लोग डेटा डालेंगे उसका टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए, ना कि इंट। तो ये दो काम करता है। सबसे पहले क्या काम करता है कि एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है लिस्ट की, मीन्स लिस्ट के अंदर कोई अगर एलिमेंट नहीं है तो उसकी जगह ये ले लेगा, वहाँ पे 1 होगा। और उसके साथ ही साथ इसका जो टाइप होगा उसी टाइप का हमारा लिस्ट भी होगा, उसी टाइप के डेटा सिर्फ हम लोग अपने लिस्ट में डाल सकते हैं। तो इसके दो काम होते हैं। तो इसको मैं 1 कर देता हूँ, ओके। अब आगे देखते हैं मैंने आगे क्या लिखा है। यहाँ पे मैंने ग्रोएबल लिखा है, ये क्या है, इफ ग्रोएबल इज फॉल्स देन वी कांट ऐड मोर एलिमेंट्स देन द लेंथ, बट इफ इज ट्रू देन वी कैन ऐड मोर एलिमेंट्स इन लिस्ट देन द लेंथ। अब ग्रोएबल मतलब क्या होता है, ग्रो मतलब कुछ ग्रो करना, मीन्स बढ़ना। तो ग्रोएबल मतलब हुआ बढ़ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि बढ़ना ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। अगर मैंने बढ़ना ट्रू करा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो लिस्ट का साइज है उसमें अगर 3 है तो हम लोग 3 से ज़्यादा भी एलिमेंट डाल सकते हैं। बट अगर मैंने बोला ग्रोएबल मीन्स बढ़ना, फॉल्स मतलब बढ़ेगा नहीं, ये मीन्स जो लिस्ट का साइज है वही रहेगा, उससे ज़्यादा उसका साइज नहीं बढ़ेगा। तो यही काम करता है ग्रोएबल। तो आपको अगर लिस्ट का साइज जो है वो बढ़ाना है, आप यहाँ पे 3 आप डाल सकते हैं ऐसे, बट आपको 3 से ज़्यादा एलिमेंट डालना है तो आप यहाँ पे ट्रू कर दें। बट आप चाहते हैं सिर्फ 3 ही एलिमेंट हो, सिर्फ 3 ही मैक्स साइज हो लिस्ट का, तो आप यहाँ पे इसे ग्रोएबल को फॉल्स कर दें, ओके। तो यही मैंने पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है। सो बेसिकली ये क्या है, ये एक लिस्ट हमारा बन चुका है। अब नीचे देखते हैं मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे इसे कमेंट आउट कर दूंगा मैं, वेयर नम्स और लिस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको सीधा बना लेता हूँ मैं, ओके। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, लेट्स से मैंने लिखा वेयर, देन यहाँ पे नम्स इज इक्वल्स टू, नम्स में बना चुका हूँ, इसको मैं करने वाला हूँ कमेंट आउट, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझाना है, ओके। तो यहाँ पे मैं पूरा ऐसे लिखूंगा 3, और लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 भी डाल दूँ, ये डाल दूँ, या लेट्स से मैंने ए डाल दिया। अब ग्रोएबल को मैं क्या कर दूंगा, फॉल्स, ओके। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा, जो यहाँ पे था सेम चीज मैंने यहाँ पे वही कर दी, लिस्ट को रिप्लेस कर दिया वेर से। मैंने क्या बताया था कि ये जो लिस्ट है वो वेर भी हो सकता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक टाइप डाला है, ये क्या है, तो ये इतना चीज एक्स्ट्रा है, इतना चीज एक्स्ट्रा है। तो वो क्या था, तो अगर मैं कंट्रोल प्लस जेड करूँ, ये क्या बता रहा है ना, ये टाइप बता रहा है। अगर मैं नोड में आऊँ, नोट्स में, तो यहाँ पे मैंने लिखा वेर कैन ऑल्सो बी यूज, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग में मार करके लिखा है स्पेसिफाइड टाइप लिस्ट स्ट्रिंग, सो ओनली स्ट्रिंग टाइप डेटा कैन बी स्टोर। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये जो लिस्ट है उसका जो टाइप है, मीन्स लिस्ट का जो डेटा होगा, जो एलिमेंट होगा, उसका टाइप मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है। मैंने यहाँ पे बोला है कि जो लिस्ट है उसका टाइप होगा स्ट्रिंग, तो उस लिस्ट के अंदर हम लोग सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का डेटा या एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं और किसी टाइप का नहीं। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि लिस्ट का जो टाइप है यहाँ पे लगा सकते हैं। कैसे, ये जो स्मॉलर देन साइन होता है, ग्रेटर देन साइन, तुरंत लिस्ट के बाद लिखना है, फिर इसके अंदर जो भी टाइप आप चाहें वो। तो अगर मैं इंट कर दूं तो ये इंट हो जाएगा, फ्लोट कर दूं तो फ्लोट हो जाएगा, अगर स्ट्रिंग करूंगा तो स्ट्रिंग हो जाएगा। तो ये डिपेंड आप करना क्या चाहते हैं। तो इसे मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको मैं इससे अटैच कर देता हूँ ताकि आप इन दोनों को कर सकें, लाइक कंपेयर कर सकें इन दोनों डिफरेंस क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि नम्स 0 ये सब क्या है, तो मैं बताता हूँ ये क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ये जो नम्स है, नम्स क्या है, लिस्ट। तो यहाँ पे लिस्ट का नाम मैंने लिखा। अब मैंने यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया, ये जो ब्रैकेट होता है स्क्वायर वाला वो कर दिया, और यहाँ पे मैंने कर दिया 10। अब मैंने ये क्या कर दिया यहाँ पे, अगर मैं कंट्रोल प्लस जी करके यहाँ पे 1 कर दूं और इसको लेट्स से मैंने कर दिया 20। तो मैंने यहाँ पे ये क्या करा है, यहाँ पे मैंने क्या करा ना, ये जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर डेटा डाला है। तो अगर आपको याद हो, तो मैं अगर ऊपर आऊँ, अगर आपको याद है मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कि इंडेक्स क्या होते हैं और इंडेक्स पे वैल्यूज कैसे स्टोर होती है। तो वही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने बोला नम्स मीन्स लिस्ट, मैंने बोला लिस्ट के 0 पोजीशन पे, 0 क्या है, 0 क्या है, 0 इंडेक्स है, 1 क्या है, 1 इंडेक्स है। तो लिस्ट की क्या होती है, पोजीशंस होती है, मैंने आपको बताया था, जो कि इंडेक्स के अकॉर्डिंग होती है। ये रहा, ये लिस्ट है, ये डेटा है, ये डेटा की पोजीशंस हैं, जैसे 0 इंडेक्स पे 10, 1 इंडेक्स पे 20। तो मैंने बोला कि जो हमारा ये लिस्ट है, ये लिस्ट के 0 वाले इंडेक्स पे वैल्यू डाल दो 10, लिस्ट के 1 वाले इंडेक्स पे वैल्यू डाल दो 20। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 के लिए कर सकते हैं। तो 2 के लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऐसे 3।
तो ऐसे ही वर्क करता है। जैसे हमें इंडेक्स डालना है, इंडेक्स के लिए क्या करेंगे, इंडेक्स का नाम लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे 0। तो मैंने बोला नम जो लिस्ट है उसके 0 इंडेक्स पे डाल दो 10, नम है उसके जो 2 इंडेक्स है सेकंड वाला इंडेक्स उस पर डाल दो 30। तो ऐसे ही हम लोग इंडेक्स पे वैल्यूज डाल सकते हैं। अब क्या मैं यहाँ पे 3 कर सकता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ नम्स और यहाँ पे ऐसे 3 कर दूँ, ओके, और इज इक्वल यहाँ पे 40 कर दूँ, तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 डाला है मैंने, और ये क्या था, ये था जो हमारा लिस्ट है उसका लेंथ। तो उसकी लेंथ क्या थी 3, मीन्स उसके अंदर हम लोग 3 से ज़्यादा डेटा डाल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने 3 डेटा डाल दिए ना, तो यहाँ पे मैं ये कैसे डाल सकता हूँ, जब यहाँ पे 3 डेटा मैं डाल चुका तो चौथा डेटा मैं नहीं डाल सकता, इस वजह से हमें एरर मिलेगा। वही मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है। तो मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैंने ये इंडेक्स लिख दिया है, पुटिंग एलिमेंट्स पर्टिकुलर इंडेक्स, यहाँ पे भी मैंने वो लिख दिया। अब इसे कमेंट आउट करके मैंने लिखा क्योंकि एक एरर है, एरर एज लेंथ ऑफ लिस्ट इज 3 बट एडिंग 4 एलिमेंट्स, वही मैंने आपको बताया। तो इसे मैं क्या करता हूँ, ऐसे कमेंट आउट करके ऊपर कर देता हूँ, ओके। तो इसको मैं क्या करता हूँ ऐसे, ऑलराइट। तो हम लोगों ने क्या करा, लिस्ट बना लिया और मैंने वेर से बता दिया कैसे करते हैं। फिर मैंने लिस्ट के पोजीशन पे वैल्यू डालना आपको बता दिया कि वो कैसे डाल सकते हैं। अब किसकी बारी आती है, अब बारी आती है जो वैल्यूज हैं उसको लाइक प्रिंट करना। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले एक चीज़ और बताता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है nums डॉट एड 100। तो यहाँ पे मैंने लिखा डॉट एड जो फंक्शन है, तो एड फंक्शन ऐसे होता है, डॉट एड फंक्शन एड्स एलिमेंट्स इन लास्ट इंडेक्स ऑफ द लिस्ट इफ ग्रोएबल इज ट्रू। तो यहाँ पे क्या होता है कि लिस्ट में हमें एक फंक्शन मिलता है, जैसे मैंने लिखा nums डॉट, देन यहाँ पे मैंने लिखा एड और लेट्स से मैंने यहाँ पे कर दिया 40। तो जब मैं ये कर रहा हूँ तो क्या होता है ना कि मैंने बोला नम जो लिस्ट है उसमें ऐड कर दो, क्या उसमें ऐड कर दो 40, ये वैल्यू ऐड कर दो। अब इसको कैसे कर सकते हैं, हम लोग 3 लिख के भी कर सकते थे और हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे। जैसे अगर मैं इस 2 को हटा दूं और बस इतना लिख दूं तो क्या होगा, तो 0 पोजीशन पे 10 है, 1 पोजीशन पे 2 है। तो ठीक इसके बाद क्या होगा, अगर मैंने ये लिखा तो क्या होगा 40 जो है वो स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, इसके बाद वाले पोजीशन पे। इसके बाद वाला पोजीशन क्या है 2, तो 2 इंडेक्स पे ये स्टोर हो जाएगा। वही मैंने लिखा है कि एलिमेंट एड्स एलिमेंट्स इन लास्ट इंडेक्स ऑफ द लिस्ट। लास्ट इंडेक्स क्या होगा, जैसे इसकी लेंथ 3 है तो इसका इंडेक्स क्या होगा लास्ट 2, क्यों, क्योंकि 0 1 2। तो लास्ट इंडेक्स पे क्या करेगा ये वाली वैल्यू ऐड कर देगा अगर हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस जेड करके इसे वापस लाता हूँ। अब ये क्या है कि ये गलत हो जाएगा, क्यों, तो अगर मैं इसे कमेंट आउट करूँ तो ये एक एरर होगा। एरर क्यों होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रोएबल क्या करा है फॉल्स। तो ये जो यहीं पे वर्क करता है, ये जो ग्रोएबल का काम है वो यहीं से काम होता है। कैसे, जैसे मैंने ग्रोएबल लिखा है यहाँ पे फॉल्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा लिस्ट है वो ग्रो नहीं कर सकता, मीन्स उसके अंदर हम लोग और एलिमेंट नहीं डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 स्पेसिफाई करा है तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग 3 डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं। तो अगर ग्रोएबल फॉल्स है तो हम लोग ये वाला फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते, हमें एक एरर मिलेगा। बट अगर ग्रोएबल क्या है ट्रू, तब हम लोग इस फंक्शन का यूज करके डेटा ऐड कर सकते हैं। अब मैं और भी कर सकता हूँ जितनी मर्जी चाहे, अगर मैं 50 कर दूँ, 60 कर दूँ एंड 70 कर दूँ, तो मेरी मर्जी में जितना भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ग्रोएबल को ट्रू कर दिया, मीन्स इसका साइज अब मैटर नहीं करता। अब उसके साइज से ज़्यादा हम लोग इस वैल्यूज इसमें स्टोर कर सकते हैं, ओके। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और इसको वापस से फॉल्स कर देता हूँ। तो ये चीज़ आप क्या कर सकते हैं, खुद भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे इसे ट्रू करके ऐसे डेटा ऐड करके, ना कि ऐसे, ठीक है। तो वो सब आप अपने आप से ट्राई कर सकते हैं। हालांकि जब तक आप अपने आप से अलग अलग चीज़ें नहीं ट्राई करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे, ओके। सो आपको अपने आप से भी ट्राई करना होगा। तो ये इम्पोर्ट गलती से आगे से हटा देता हूँ। तो ये काम हो गया, ओके, सारा काम हो गया, लिस्ट बनाया, उसमें डेटा ऐड कर दिए। अब बात आती है कि ये जो डेटा है उसे प्रिंट कैसे करें। मैंने जो डाले एलिमेंट्स वो हमें चाहिए प्रिंट करना मुझे उसे, तो कैसे होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नम्स जो लिस्ट का नाम है, और हमारा जो लिस्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसे मैं रन कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे लाता हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, सिंपली प्रिंट जो फंक्शन है उसका यूज़ करा है, और ये जो नम्स है, जो हमारी लिस्ट है, मैंने उसको अंदर डाल दिया है। तो जो हमारा लिस्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं नोट्स में आऊँ तो यहाँ पे भी मैंने लिखा है यहाँ पे प्रिंट नम्स प्रिंट्स द लिस्ट, ओके। तो ये अभी रन हो रहा है, इससे होने देते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं कि पूरी पूरी लिस्ट, अगर मैं ऐसे नम्स लिखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है प्रिंट्स दी लिस्ट। तो ये क्या करेगा, अगर मैं सीधे लिस्ट पे को प्रिंट कर दूं तो ये जो पूरी लिस्ट है उसे प्रिंट कर देगा। पूरी लिस्ट मतलब क्या हुआ
कि जो लिस्ट में पूरे डेटा हैं, सारे के सारे डेटा ही प्रिंट कर देगा। जैसे अभी यहाँ पे 10 है, देन 20 है, 30 है, तो क्या करेगा कि ये सारे के सारे डेटा प्रिंट कर देगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर डेटा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जो हमारा लिस्ट है उसके जो 1 पोजीशन पे डेटा है, सिर्फ हम वो चाहते हैं, तो हम लोग वैसा भी कर सकते हैं। बट अगर हम पूरा चाहते हैं तो हम लोग सीधे पूरा जो लिस्ट है उसका नाम लिख देंगे और हमें पूरा लिस्ट प्रिंट होके मिल जाएगा। ओके, सो ये दोनों भी हम कर सकते हैं। तो फॉर नाउ ये पूरी लिस्ट अभी प्रिंट हो रही है, तो उसे होने देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि जो एक पर्टिकुलर डेटा होता है वो कैसे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। सो इसका साइज में क्या करता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ओके, तो अब देखते हैं कि हमारा अब तक रन हो गया होगा। ओके, मैं देखता हूँ। ओके, हो भी गया है। तो आप देख सकते हैं ये जो है, ओके, इसे मैं डिलीट करके फिर से ओपन करता हूँ ताकि हमारा सिर्फ वही दिखे और इसका साइज है वो छोटा होगा, तो इसको मैं ड्रैग करता हूँ नीचे। तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, इसका आउटपुट हमें मिलेगा जो हम लोगों ने डेटा डाले हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें आउटपुट मिला है 10, 20, 30। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं अगल बगल, ये क्या है, यही बताते हैं कि ये एक लिस्ट है। अगर आपको कुछ डेटा ऐसे दिख रहा है, उसके अगल बगल क्या लगा है, एक स्क्वायर ब्रैकेट, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या होता है, वो एक लिस्ट होता है। तो ये लिस्ट की एक पहचान होती है। तो अभी मैंने क्या करा कि जो लिस्ट था वो लिस्ट को पूरा प्रिंट कर दिया, तो उसके अंदर जो भी डेटा थे हमें क्या मिल गया, स्क्वायर ब्रैकेट में वही डेटा मिल गया। जैसे यहाँ पे 10 डेटा है, 20 डेटा है, 30 डेटा है, या आप इसे एलिमेंट भी बोल सकते हैं। अब हम अगर एक पर्टिकुलर चाहते हैं कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो हमारा डेटा है वो, तो वो कैसे होगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट नम्स लिख दिया मैंने। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो जीरो वाला पोजीशन था सिर्फ हमें उसका डेटा चाहिए, ना कि पूरा। तो सीधे मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इसे ऐसे पेस्ट कर दिया। तो ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डेटा प्रिंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बोला प्रिंट करो जो लिस्ट है उसका जीरो वाला पोजीशन, मीन्स उसके जीरो वाले पोजीशन पे जो डेटा है ये है उसे प्रिंट कर दो। और ठीक वैसे ही मैं और भी कर सकता हूँ। जैसे मैं अगर ये करना चाहता हूँ ये 2 वाला, तो उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ ऐसे। तो इसको मैं ऐसे कॉपी करता हूँ और नीचे आके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। हालांकि यहाँ पे मैं 2 कर सकता, बट एनीवेज अब मैं क्या करूंगा, इसे रन करूंगा। अब हमें क्या होगा, सबसे पहले पूरी लिस्ट ऐसे प्रिंट होकर मिलेगी। फिर क्या होगा, एक पर्टिकुलर डेटा मिलेगा। जैसे यहाँ पे पूरी लिस्ट प्रिंट हुई, अब 10 प्रिंट हुआ और 30 प्रिंट हुआ। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला था कि जो लिस्ट है उसके जीरो वाले पोजीशन पे जो डेटा है, जीरो वाले पोजीशन पे डेटा क्या है 10, तो उसने 10 प्रिंट कर दिया। ठीक वैसे ही जो 2 वाले इंडेक्स पे, यहाँ पे 2 वाले इंडेक्स पे जो डेटा था उसने यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर दिया। तो हम लोग पूरी लिस्ट भी प्रिंट कर सकते हैं और पर्टिकुलर इंडेक्स की भी जो डेटा है उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग ये सारे काम कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट नम्स 3, एरर एज लेंथ इज 3 बट प्रिंटिंग एलिमेंट ऑफ थर्ड इंडेक्स मींस फोर्थ एलिमेंट। अब यहाँ पे मैं अगर ऐसे कर दिया, मैंने लिखा प्रिंट प्रिंट नम्स और 3 वाले को मैं चाहता हूँ 3 वाले को प्रिंट करना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ पे एरर मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा लिस्ट था उसका साइज था 3, बट हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं 4। जो थर्ड इंडेक्स है, तो थर्ड इंडेक्स मतलब क्या हुआ, फोर्थ लेंथ इसकी हो जाएगी। तो क्या इस लिस्ट की लेंथ 4 है, नहीं, इसकी लेंथ क्या है 3। तो यहाँ पे हमें एक एरर मिलेगा क्योंकि इस लेंथ की हमारी लिस्ट ही नहीं है, तो इसका डेटा कैसे मिलेगा। ओके, तो यही हो गया लिस्ट। तो ये क्या था अभी तक, ये था फिक्स्ड लेंथ। अब हम लोग आगे देखते हैं अनफिक्स्ड लेंथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा लिस्ट। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि अनफिक्स्ड लेंथ देखेंगे। जैसे वो फिक्स्ड लेंथ था, मैंने यहाँ पे 3 डाला था तो सिर्फ 3 डाल सकते थे। अब हम लोग लिस्ट बनाना सीखेंगे जिसमें जो लेंथ है वो क्या होगी, वो फिक्स्ड नहीं होगी। उसमें हम लोग जितने टाइप के या जितने साइज का डेटा डालना चाहते हैं हम लोग वो डाल सकते हैं। और उसके का जो टाइप होगा, उसका डेटा का टाइप होगा वो भी अलग अलग होगा। ओके, तो हम लोग वो देखते हैं वो कैसे होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, इसका नाम होगा फिक्स्ड, ना फिक्स्ड नहीं, अनफिक्स्ड लेंथ लिस्ट डॉट डॉट। ओके, इतना कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वॉइड मेन। ओके, अब यहाँ पे अनफिक्स्ड लेंथ बताते हैं। अब ये क्या होगा, एकदम इजी सा होगा। वो थोड़ा सा टफ था, क्यों, क्योंकि वो अनफिक्स्ड था। हालांकि आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब हम लोग इजी मेथड देखते हैं कि इजीली हम लोग कैसे बना सकते हैं लिस्ट। सबसे पहले क्या करना है, लिस्ट लिखना है क्योंकि एक लिस्ट होगा। अब क्या होगा कि जो लिस्ट का नाम है, जैसे मैंने एल कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक ओपन ये ब्रैकेट होता है स्क्वायर वाला, वो लगाना है और उसके अंदर डाल देने डेटा। अब उसके अंदर आप डेटा डाल सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के। आप सिमिलर टाइप के डाल सकते हैं, जैसे मैंने 1 डाल दिया, 10 डाल दिया, 20 डाल दिया, 30 डाल दिया। तो ये सिमिलर टाइप के डेटा है। सिमिलर टाइप के डेटा मीन्स इन डेटा का जो टाइप है वो सेम है, ये सब इंट है।
अब हम लोग इसे डिफरेंट भी डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 1 डाला, अब लेट्स से मैंने इसमें बूल डाल दिया, और लेट्स से मुझे यहाँ पे एक स्ट्रिंग डालना है तो मैंने इसमें स्ट्रिंग डाल दिया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के डेटा भी डाल सकते हैं। अब क्या इस लिस्ट की जो लेंथ है वो फिक्स्ड है? नहीं, यहाँ पे हम लोग जितने भी डेटा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे अभी 3 डाल रखा है, और भी डाल सकता हूँ मैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप पे, आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी डेटा डाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये तो हम लोग ने देख लिया कि हम लोग लिस्ट ऐसे कैसे बना सकते हैं अनफिक्स्ड लेंथ की। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एल डॉट एड, तो आपको याद हो ऐड फंक्शन क्या करता था कि जो इंडेक्स होती थी लिस्ट के लास्ट इंडेक्स पे जो भी डेटा हम लोग यहाँ पे डालेंगे वो लिस्ट में ऐड कर देगा। कहाँ पे? लास्ट इंडेक्स पे। तो यहाँ पे जैसे मैंने 1.2 कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इस लिस्ट जो है इसकी जो लेंथ है वो फिक्स्ड नहीं है, तो हम लोग डॉट ऐड कर करके डेटा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया ऐड 1.2, तो मतलब क्या होगा ना, जैसे 0 पे 1 है, 1 पे ट्रू है, और जो 3 जो 2 इंडेक्स है उस पे क्या है, तो उसके बाद क्या होगा, जो 3 इंडेक्स है 3 इंडेक्स पे 1.2 ऐड हो जाएगा, मीन्स इस लिस्ट में वाला डेटा ऐड हो जाएगा। ओके, अब ये भी कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, सीधे प्रिंट करता हूँ अपनी लिस्ट को। तो अगर मैं इसे प्रिंट करूँ तो यहाँ पे हमें जो लिस्ट है ये एज इट इज ऐसे प्रिंट हो जाएगा। मैंने बताया था आपको कि लिस्ट को, ये लिस्ट की पहचान है, ये स्टार्टिंग में स्क्वायर ब्रैकेट और एंड में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एज इट इज ऐसे मिल गया। तो यहाँ पे इतना तो एज इट इज ऐसे मिल गया हमें हे तक। फिर मैंने यहाँ पे क्या करा था, एल डॉट एड, मीन्स ये वाला भी डेटा हम लोग ने लिस्ट में ऐड करा था, तो क्या होगा, एंड में ऐड हो जाएगा। अब जब लिस्ट जो ऐड हम लोग कर रहे हैं वो एंड में होगा हमेशा, क्योंकि लास्ट इंडेक्स में ऐड करता। तो ये भी हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि जो लिस्ट है उसका लेंथ जो वो लोग स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। जैसे ये जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है हम लोग ने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करा था। मैंने यहाँ पे नहीं बोला था कि जो लिस्ट है उसका लेंथ होगा 2 या 3 या 4 एंड सो ऑन। बट हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं, हम लोग जो लिस्ट है उसकी लेंथ सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बोला एल डॉट लेंथ, मैंने बोल दिया कि इसकी लेंथ कर दो क्या, मैंने बोला इसकी लेंथ कर दो 2। अब क्या होगा, अगर मैं प्रिंट करूँ एल को, ओके, अब रन करता हूँ, अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या मिलेगा। तो जब मैंने इसका लेंथ कर दिया 2 और अब इसे प्रिंट कर रहा हूँ, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हमें सिर्फ 2 डेटा मिले, क्योंकि मैंने बोल दिया कि जो लिस्ट है उसकी लेंथ सिर्फ कर दो 2। तो ये सिर्फ यहीं तक हो रहा है, क्योंकि इस एक लेंथ ये हो गई और 2 ये हो गया। तो बस हमें इतना ही प्रिंट होके मिल गया। तो हम लोग लेंथ का यूज, डॉट लेंथ क्या एक प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। बाकी मैंने नोट्स में भी वही लिखा है, तो अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ, लेंथ इज असाइंड टू 2 सो ओनली 2 एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट इन लिस्ट। तो जब हम लोग लेंथ असाइन कर देते हैं तो जो भी लेंथ होगी सिर्फ उतनी ही लेंथ रह जाएगी लिस्ट की। तो यही पे यही मैंने बताया। अब क्या करूँगा कि अब मैं क्या करता हूँ, फिर से ऐड करता हूँ। जैसे मैंने ऐड कर दिया इसमें बाय, ओके। अब मैं प्रिंट करता हूँ एल को। अब क्या होगा, क्या अब बाय ऐड होगा? तो रन करके देखते हैं। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो इसका आउटपुट देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या मिला, 1 मिला, ट्रू मिला और बाय मिला। क्यों? क्योंकि जो बाय है वो ऐड हो गया। तो अगर मैं इसे ओपन करूँ और यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे लिखा एलिमेंट्स विल बी एडेड आफ्टर सेकंड एलिमेंट मींस एट फर्स्ट इंडेक्स एज द लेंथ ऑफ लिस्ट इज ओनली 2 नाउ। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो लिस्ट है उसकी लेंथ क्या है 2। तो ठीक उसके बाद क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही है और कुछ है नहीं। अब क्या करते हैं कि इसके आगे मैं बताऊंगा आपको स्पेसिफाइड टाइप अनफिक्स्ड लेंथ लिस्ट। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो लिस्ट होगा उसका हम लोग स्पेसिफाइड टाइप देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग अलग अलग टाइप के डेटा डाल लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं इंट डाला, देन मैंने यहाँ पे बूलियन डाला, देन यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग डाला। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक अलग अलग टाइप के भी डेटा डाल सकते हैं, आई मीन एक सेम टाइप के। जैसे मैंने अगर बोल दिया कि जो लिस्ट है उसका टाइप होगा इंट, तो उस लिस्ट के अंदर हम लोग सिर्फ इंट टाइप का डेटा डाल सकते हैं और किसी टाइप का नहीं, और ये एक अनफिक्स्ड लेंथ होगा। तो वो देखते हैं वो कैसे होगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक लिस्ट बनाऊँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा लिस्ट L2 और यहाँ पे मैंने लिस्ट बना दी। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर डाल दिए, ओके, मैंने ऐसे कर दिया। ये क्या है, ये सिंपल एक लिस्ट है, बट हमें स्पेसिफाइड टाइप का बनाना है। मुझे बोलना है कि ये जो लिस्ट है उसका जो टाइप है, उसके अंदर जो डेटा होंगे उसका टाइप सिर्फ होना चाहिए क्या, सिर्फ इंट होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इंट लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर ऊपर जाए, ये देखिए स्मॉलर देन साइन जो है, ग्रेटर देन साइन, उसके अंदर टाइप लिख देते थे। सेम चीज यहाँ पे भी है, स्मॉलर देन साइन, ग्रेटर देन साइन, और उसके अंदर जो भी लिस्ट का टाइप है वो। अब मैंने यहाँ पे इंडेक्स डिफाइन करा। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डाल देता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने 4 ऐसे स्ट्रिंग डाल दिया,
तो अब देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर मान आ रहा है, यहाँ पे अंडरलाइन आ रहा है रेड से, तो एक एरर है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला है कि जो लिस्ट है उसका जो डेटा है उसका टाइप होगा सिर्फ इंट, बट मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाल रहा हूँ, तो मैं स्ट्रिंग नहीं डाल सकता, मैं सिर्फ इंट डाल सकता हूँ, तो मुझे सिर्फ इंट डालना होगा। ओके, तो ये होता है स्पेसिफाइड टाइप। अब मैं क्या करता हूँ ना कि अगर मैं लेट्स से ऐसे कर देता हूँ l2 डॉट एड, और उसके अंदर मैं कुछ दूसरे टाइप का डेटा डाल रहा हूँ। जैसे मैंने इंट स्पेसिफाई करा है कि लिस्ट का जो टाइप है इंट होगा, बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक फ्लोट, या लेट्स से मैंने बूलियन डाल दिया, या लेट्स से मैं स्ट्रिंग ही डाल दूँ, एड मी प्लीज, एड मी। तो यहाँ पे मैंने एड मी डाल दिया, तो ये क्या होगा, हमें यहाँ पे एक एरर मिलेगा। अभी तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा, बट हमें एक एरर मिलेगा क्योंकि ये इंट टाइप का है, बट हम लोग उसके अंदर एक स्ट्रिंग डालना है। तो इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और अब मैं क्या करूँगा, सिंपली प्रिंट कर देता हूँ अपनी जो लिस्ट है उसको l2 को, और इसका टाइप हमें इसका जो आउटपुट है वो 1 2 3 हमें ऐसे एज इट इज प्रिंट होकर मिल जाएगा, जो कि मिल गया है। ओके, तो ये हो गया काम हमारा। तो यहाँ पे मैंने फिक्स्ड लेंथ बता दिया, अनफिक्स्ड लेंथ बता दिया, और स्पेसिफाइड टाइप भी बता दिया, और अनस्पेसिफाइड टाइप भी। ये अनस्पेसिफाइड टाइप है, मीन्स इसके अंदर हम लोग किसी भी टाइप का डेटा डाल सकते हैं। वही सेम टू सेम मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नोट्स में भी वही लिख रखा है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंसर्टिंग लिस्ट इन अनदर लिस्ट बाय स्प्रेड ऑपरेटर। अब हम लोग क्या करेंगे कि दो लिस्ट बनाएंगे और उन दोनों लिस्ट को क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। जैसे अगर मैं क्या करूँ, एक फाइल बनाऊँ, तो यहाँ पे मैं फाइल बनाता हूँ, और ऐसे मैंने इसका टाइप कर दिया, इसका नाम इंसर्ट लिस्ट डॉट डॉट, यहाँ पे एक वाइड मेन फंक्शन, वाइड मेन। ओके, और इसे ऐसे कर देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, दो लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले दो लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट लिख दिया length1, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिस्ट बनाऊंगा, और इसका टाइप होगा पाइथन। हालांकि मैंने यहाँ पे टाइप नहीं स्पेसिफाई करा है, वरना मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बस लिस्ट बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दी एक। अब दूसरी बनाते हैं, तो यहाँ पे इसको length2 कर देता हूँ, मीन्स लैंग्वेज 2, इसके अंदर लैंग्वेज होगी। जैसे यहाँ पे मैंने पाइथन जावा डाल दिया, और यहाँ पे लेट्स से मैं डाल देता हूँ सी, और यहाँ पे डाल देता हूँ C++। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने दो लिस्ट बना दी। अब मैं क्या करता हूँ, एक तीसरा लिस्ट बनाता हूँ जिसका नाम होगा लैंग्स, मीन्स लैंग्वेजेस। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो मैंने लिस्ट बनाया है उसके अंदर ये दोनों जो लिस्ट हैं उसके डेटा आ जाए, तो वो कैसे होगा। तो मैंने यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, डॉट डॉट डॉट। ये डॉट 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 क्या है, तीन डॉट होता है स्प्रेड ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैंने डॉट 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 लिखा, और यहाँ पे लिखा जो पहला है, पहला वाला जो लिस्ट है वो लिखा। ओके, अब फिर मैंने कॉमा लगाया। अब फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉट 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 लेंथ 2। यहाँ पे मैंने इसे ऐसे बंद कर दिया, और एंड में क्या कर दूंगा, मैं इसे प्रिंट कर दूंगा, जो हम लोग ने लैंग्वेजेस नाम का बनाया है, लेंस, इसे। ओके, तो यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा है कि इंसर्टेड लैंग्वेज लेंस टू लिस्ट इन लेंस लिस्ट। मैंने यहाँ पे दो लिस्ट बनाया, फिर मैंने क्या करा, तीसरा लिस्ट बनाया, और ये जो दोनों लिस्ट थे मैंने इसको इस वाले लिस्ट के अंदर डाल दिया, और मैंने इस वाले लिस्ट को प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसे रन करता हूँ, तो इसको मैं रन करता हूँ सीधे। ओके, तब इसका आउटपुट देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, ये दोनों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें पाइथन जावा मिला, ये वाला जो लिस्ट है वो, और उसके बाद हमें C++ भी मिल गया, जो कि ये था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दो लिस्ट को डाल सकते हैं किसी दूसरे लिस्ट में। अब ऐसे नहीं सिर्फ दो को डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक तीसरा बना दिया, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ओके, तो इसको ऐसे करता हूँ। यहाँ पे मैंने Ctrl+D कर दिया, और इसे 3 कर दिया, और यहाँ पे C# कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने अगर तीन लिस्ट बना दिया, तो मैं यहाँ पे तीन लिस्ट भी डाल सकता हूँ। कॉमा लगाना, डॉट डॉट डॉट, और जो जो भी लिस्ट डालनी हो वो डाल दिया। अब मैं इसे रन करूंगा तो क्या होगा कि ये भी इसी में अटैच हो जाएगा। जो भी लिस्ट आपको डालनी है, डॉट 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 लगाना, लिस्ट का नाम लिख देना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी आ गया। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी चाहें वैसे डाल सकते हैं। तो इससे मैं ऐसे कर देता हूँ। ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा इसमें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं नीचे आऊँ, तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इवन तो नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसी में हम लोग देखना कुछ चीज़ें देखते हैं। तो अगर मैं नीचे आऊँ और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, तो इसमें मैंने क्या करा है कि बाय द वे मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक लिस्ट बनाया दूसरा। तो मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा लिस्ट बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है लिस्ट लैंग्वेजेस, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाया। अभी मैं अगर यहाँ पे एक लेट्स से डेटा एलिमेंट डाल देता हूँ, मैंने यहाँ पे डाल दिया डॉट। फिर मैंने अगर डॉट 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 और लैंग्वेज ऐसे कर दिया। ओके, तो अब क्या होगा,
तो अब मैं अगर क्या करूँ, इसे प्रिंट करूँ किसको, ये जो लैंग्वेजेस नाम का है, लैंग्वेजेस। अब मैं अगर इसे रन करूँ तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, तो इसे रन करता हूँ। ओके, तो आपने देखा यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर एक आइटम ऑलरेडी डाल दिया, फिर उसके बाद मैंने क्या करा, ये जो लैंग्वेजेस था ये भी मैंने इसमें डाल दिया, तो क्या होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं डार्ट मिला, फिर ये जो इस वाली लिस्ट के अंदर जो आइटम था वो यहाँ पे आ गया। तो आप जरूरी नहीं कि सिर्फ यहाँ पे आप लिस्ट अटैच करें, आप अलग वाला डेटा भी डाल सकते हैं जो भी आपको डालना है। जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया, और लेट्स से मैंने यहाँ पे स्विफ्ट डाल दिया ऐसे, फिर कॉमा लगा दिया, तो अब इसमें स्विफ्ट भी आ जाएगा। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो डार्ट और शिफ्ट तो रहेगा ही रहेगा, फिर उसके बाद जो भी हम लोग ने लिस्ट डाली है उसका डेटा भी इसी में आ जाएगा। तो डार्ट शिफ्ट है और वो भी आ गया। तो ये भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ फॉर्म, तो हम लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं। और बाकी मैंने नोट्स में भी वही लिखा है, डार्ट इज एन एलिमेंट ऑफ दिस लिस्ट एंड लेंस लिस्ट एलिमेंट विल बी एडेड इन इट। तो डार्ट इस लैंग्वेज का एलिमेंट है, और ये जो हम लोग ने डाले या जो लिस्ट डाला है उसका एलिमेंट इसमें आ जाएगा। अब क्या करूँगा, अब फिर से एक लिस्ट बनाता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा लिस्ट, और लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया LL। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो लैंज 1 लिस्ट थी और जो लैंज 2 थी उसको अगर मैंने ऐसे डाल दिया, और फिर क्या करा मैंने प्रिंट कर दिया किसको, LL को। ओके, अब क्या होगा, ओके यहाँ पे ये ओके एरर क्यों आ रहा है मैं देखता हूँ यहाँ पे, टाइप लिस्ट डायनेमिक एक्सपेक्टेड टू फाइंड, ये तो मैंने कहीं पे प्रोबेबली मैंने कहीं पे सेमी कोलन, ओके मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाया। मैंने क्या करा, एक लिस्ट बनाया, ठीक है, और उसके अंदर मैंने क्या करा, दोनों लिस्ट ही डाल दिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डॉट 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 नहीं लगाया, डॉट 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 लगाते हैं उसका मतलब क्या होता है, डॉट 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 के बाद मीन्स यार जो ऑपरेटर होता है स्प्रेड ऑपरेटर, उसके बाद जो भी हम लोग लिस्ट लिखते हैं उस लिस्ट के आइटम इसमें ऐड हो जाते हैं। ओके, उस लिस्ट के आइटम, उस लिस्ट के आइटम। बट मैं अगर क्या करूं, सीधे उस लिस्ट को डाल दूं तो क्या होगा, तो क्या होगा, इस लिस्ट के अंदर ये पूरी की पूरी लिस्ट एज इट इज ऐसे स्टोर हो जाएगी। तो इसे मैं सीधे रन करता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इवन तो ओके, तो आप देख सकते हैं लास्ट वाला, आपने की देखा यहाँ पे एक लिस्ट है, अगल बगल यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा, ये एक लिस्ट है। तो अब यहाँ पे देखें आप, पहला वाला जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधे की सीधे पूरी की पूरी लिस्ट हमें यहाँ पे मिल रही है। ये जो लैंज 1 है ये पूरा एक हमें लिस्ट की तरह स्टोर हो रहा है, और ये जो लैंज 2 है वो पूरा एक लिस्ट की तरह स्टोर हो रहा है। ये पूरा एक लिस्ट है, ये पहला वाला लिस्ट है लैंज 1, और ये क्या है, लैंज 2 है। तो ये क्या हुआ कि 0 आइटम पे लैंज 1 लिस्ट है, और जो 1 इंडेक्स है उस पे क्या है, लैंज 2 लिस्ट है। तो लिस्ट के अंदर मैंने क्या करा, दो लिस्ट एज इट इज डाल दिए, ना कि उसके एलिमेंट। अगर एलिमेंट डालता है तो मैं डॉट डॉट करता, तो लैंज 1 के जो एलिमेंट है सिर्फ इसमें एलिमेंट आ जाते, बट मैंने लैंज 1 डाला, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी की पूरी लिस्ट आ गई। अब एक प्रिंट करता हूँ मैं, इसके बाद सारी चीजें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने LL लिखा, तो हम लोग क्या करते कि लिस्ट का जो एलिमेंट होता था वो हम लोग प्रिंट कर सकते थे उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग। जैसे 0 इंडेक्स पे ये है, 1 पे ये है, तो मैं चाहता हूँ कि 0 इंडेक्स पे लिस्ट की जो 0 इंडेक्स पे डेटा है वो आ जाए। तो यहाँ पे मैंने LL लिखा और इंडेक्स मैंने डाल दिया 0। अब क्या होगा, अब हमारा जो लैंज 1 है ये एज इट इज ऐसे प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा लिस्ट है तो हमें ऐसे पूरा लिस्ट प्रिंट होके मिल जाएगा। तो ये एक लिस्ट की तरह स्टोर हो रहा है, बेसिकली मैं यहाँ पे यही कहना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसे कट कर देता हूँ। तो ये भी हो गया, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक देते क्या है, तो अगर मैं नीचे आऊँ, अब नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्टी लिस्ट। अब एम्प्टी लिस्ट देखते हैं, मीन्स खाली लिस्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्प्टी लिस्ट डॉट डॉट, और यहाँ पे वॉइड मेन। ओके, अब हम लोग एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं, मीन्स खाली लिस्ट, इसके अंदर कोई डेटा नहीं होगा। मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट, फिर यहाँ पे एम्प्ट लिस्ट मीन्स एम्प्टी लिस्ट, और उसके अंदर मैंने कोई डेटा नहीं डाला, उसे ऐसे छोड़ दिया, तो ये क्या हुआ, एक एम्प्टी लिस्ट। अब अगर मैं क्या करूँ, जैसे मैंने बोला emp और लिस्ट, इसको मैं ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ emp लिस्ट, मैंने बोला उसकी 0 इंडेक्स पे डाल दो क्या, लेट्स से 11। तो क्या ये सही है, तो नोट्स में देखते हैं कि ये सही है कि गलत। अगर मैंने इसको ऐसे डाल दिया, मैंने बोला जो एम्प्टी लिस्ट है उसके 0 पोजीशन में 11 डाल दो। इफ लिस्ट इज एम्प्टी देन कांट पुट एलिमेंट्स एट एनी इंडेक्स लाइक दिस। तो अगर हम लोग ने एक एम्प्टी लिस्ट बनाया है तो हम लोग उसमें उसके जो पोजीशन होता है कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे, जैसे इंडेक्स पे हम लोग ऐसे वैल्यू नहीं डाल सकते हैं।
तो कैसे डाल सकते हैं, तो ये एक एरर होगा, तो इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अगर एम्प्टी लिस्ट है उसके अंदर आपको डेटा डालना है तो उसका तरीका क्या है, डॉट ऐड फंक्शन। तो एम्प्टी लिस्ट लिखा, देन डॉट ऐड लिखा, फिर उसके अंदर जो भी हमें एलिमेंट डालना है वो। ठीक वैसे ही मैं और डाल सकता हूँ, मैंने यहाँ पे 22 कर दिया, आप 33 44 ऐसे डालते रह सकते हैं, आपकी मर्जी। अब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, प्रिंट लिखता हूँ यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट। ओके, अब इसे मैं रन करता हूँ, तो अब रन करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका आउटपुट 11, आई मीन 11 और 22 एक लिस्ट में हमें आउटपुट इसका मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें वो मिल गया। तो जब हम लोग एम्प्टी लिस्ट बनाया अगर हम लोग ने, तो हम लोग इंडेक्स के अकॉर्डिंग ऐसे वैल्यू नहीं डाल सकते, हमें ऐसे ऐड करना होगा। ओके, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, प्रिंट एम्प्टी लिस्ट और उसके जीरो वाले को प्रिंट, क्या मैं उसके जीरो वाले को प्रिंट कर सकता हूँ, देखते हैं। तो इससे मैं रन करता हूँ, तो जब मैंने इसे रन करा तो इसका आउटपुट हमें 11 मिल गया। तो यहाँ पे हमें ऐसे क्यों मिल गया, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स डाल दिए गए, इसके अंदर एलिमेंट अब जा चुके हैं। मीन जीरो इंडेक्स पे 11 ऐड हो चुका है, वन इंडेक्स पे 22 ऐड हो चुका है। तो अब हम लोग 0 1 ऐसे क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं डाल सकते थे। ओके, तो ये भी हो गया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है लिस्ट प्रॉपर्टीज। तो अब ये हम लोग देखेंगे एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट प्रॉप डॉट डॉट। अब हम लोग लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। वॉइड लिखता हूँ, मेन लिखता हूँ। प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज हमें बेसिकली कुछ करके दे देते हैं, बस आप ऐसे समझ लीजिए, कुछ काम। ओके, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक लिस्ट बना लेता हूँ। अब यहाँ पे n लिख दिया मैंने, तो एक नंबर होगा, तो 10 20 30। ओके, 30 एक लिस्ट बनाया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके कुछ हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे लिस्ट की। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, अब मैंने लिखा एन डॉट फर्स्ट। ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है। ये क्या करता है, डॉट फर्स्ट से पता चल रहा होगा कि फर्स्ट वाला एलिमेंट, मैंने बोला है जो लिस्ट है उसका जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उससे गेट कर लो। अब यहाँ पे मैं प्रिंट लगाता हूँ तो डायरेक्टली प्रिंट हो जाता है। तो एक चीज क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है आपको ना पता हो। जैसे मैंने क्या करा, यहाँ पे वेर लिखा और यहाँ पे जैसे मैंने इंट लिखा। ओके, यहाँ पे ओके मैं वैल लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे मैंने वी लिखा, अब मैंने एंडर फर्स्ट ऐसे लिख दिया। ओके, क्या ये सही है, हाँ ये सही है। हमारा जो मेन होता है ये होता है। अब जरूरी नहीं है कि प्रिंट ही के अंदर आप ऐसे डालें, ये जो होता है ये मेन होता है, जो प्रॉपर्टी होता है। ये क्या करेगा, एंड डॉट फर्स्ट जो हमारा लिस्ट है उसके फर्स्ट वाले एलिमेंट को गेट करके हमें दे देगा। अब आप अगर उसे ऐसे वेरिएबल में डाल रहे हैं, जैसे आपने वेरिएबल में इक्वल टू ऐसे करा, तो ये जो इसका मिलेगा डॉट फर्स्ट हम लोगों ने प्रॉपर्टी जो यूज करी है, इससे हमें जो भी मिलेगा वो वी में स्टोर हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे वी को ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। अब आप डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मुझे क्लियर करना था, हो सकता है आपके अंदर ये कंफ्यूजन था, तो मैंने उसे क्लियर कर दिया। ओके, तो डॉट फर्स्ट क्या करता है, जो पहला वाला एलिमेंट होता है वो दे देता है। ठीक वैसे ही डॉट एंड होता है, तो यहाँ पे मैंने एंड नहीं, आई मीन लास्ट होता है, तो लास्ट ऐसे कर देता हूँ। तो ये फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करके देगा, ये लास्ट। तो अगर मैं इसे क्या करूँ, रन करूँ। ओके, तो रन करने पे जो लिस्ट है उसका जो पहला एलिमेंट हमें वो मिल जाएगा, और जो लास्ट वाला है वो हमें 10 मिला, 30 मिला। ये पहला वाला था फर्स्ट, और ये क्या है, एंड लास्ट वाला। ओके, तो ये भी हम लोग ने देख लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है रिटर्न्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट और ये रिटर्न लास्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट। अब मैंने रिटर्न्स लिखा है, रिटर्न्स मतलब क्या हुआ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना कि प्रिंट की। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता तो इसका मतलब ये होता है कि मैं ये जो पूरा कोड है उसका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वो क्या कर रहा है। बट मैंने यहाँ पे रिटर्न्स लिखा तो मैं सिर्फ एन डॉट फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। एन डॉट फर्स्ट हमें क्या करता है, रिटर्न। रिटर्न मतलब हमें लौटाता है, लौटाता है क्या, पहला एलिमेंट लिस्ट का। ओके, इस वजह से मैंने यहाँ पे रिटर्न्स लिखा है। अब और प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एन डॉट रिवर्स्ड। अब ये क्या करेगा, तो नाम से पता चल रहा होगा, रिवर्स मतलब क्या होता है, रिवर्स मीन्स रिवर्स कर देना, मीन्स जो चीज जैसी थी उसे उल्टा कर देना। इसे मैं ऐसे कर देता हूँ। तो ये लिस्ट अभी क्या था, 10 20 30। अब क्या हो जाएगा, ये 30 20 10। अब ये प्रॉपर्टीज फंक्शन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको कहीं पे काम लगा तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो ये चीज़ें जाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 10 20 30 था, रिवर्स का मैंने यूज़ करा तो इसने क्या कर दिया, 30 20 10। अब मैंने आपने अगर नोटिस करा हो तो क्या ये एक लिस्ट है, नहीं ये एक लिस्ट नहीं है। क्यों, लिस्ट में मैंने आपको बताया था इसकी पहचान क्या होती है, स्टार्टिंग में स्क्वायर ब्रैकेट और एंड में स्क्वायर ब्रैकेट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग और एंड में क्या लगे, पैरेंथेसिस सर्कल वाले ब्रैकेट। वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, रिवर्स द लिस्ट बट नॉट इन फॉर्म ऑफ लिस्ट।
ये क्या करता है, लिस्ट को रिवर्स तो कर देता है बट वो लिस्ट के फॉर्म में नहीं रिवर्स करता है। ओके, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये रिवर्स देख लिया। अब आगे देखते हैं। अब मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एंड डॉट लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, लेंथ क्या करता है, जो लिस्ट है उसकी लेंथ हमें रिटर्न कर देता है। तो इसकी लेंथ क्या है, 10 20 30, 1 2 3, 3 लेंथ है इसकी, तो हमें 3 यहाँ पे रिटर्न होके मिल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एंड डॉट इज एम्प्टी, तो हम लोग ये वेरिएबल पे भी यूज करते हैं, अगर आपको याद हो तो उससे हमें पता चल जाता था कि कुछ एम्प्टी है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इसे लिस्ट में भी ऐसे यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे जो इज एम्प्टी है ठीक वैसे ही इज नॉट एम्प्टी भी होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। तो इसको बेसिकली हम लोग क्या, ये जो इज एम्प्टी इज नॉट एम्प्टी प्रॉपर्टी है वो हम लोग लिस्ट पे भी यूज कर सकते हैं। इज एम्प्टी बताएगा कि क्या लिस्ट एम्प्टी है, इज नॉट एम्प्टी बताएगा कि क्या लिस्ट एम्प्टी नहीं है। तो पहले फॉल्स आया, मैंने बोला क्या लिस्ट एम्प्टी है, इज एम्प्टी नहीं, उसके अंदर डेटा है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। अब मैंने यहाँ पे बोला क्या लिस्ट एम्प्टी नहीं है, क्या लिस्ट एम्प्टी नहीं है, हाँ नहीं है, तो ये क्या हुआ, ट्रू, तो हमें क्या मिल गया, ट्रू। तो यही होते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। अब मैं सारे और भी प्रॉपर्टीज आपको मिल सकते हैं बट जो मोस्टली यूज होते हैं और एकदम इंपॉर्टेंट मैंने वो बता दिए। ओके, तो और मुझे तो नहीं लगता और अगर आपको यूज होगा तो आपको कहीं पे जाना पड़ेगा, ये काफ़ी है और इम्पॉर्टेंट है, और आई मीन जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिए। ओके, अब मेथड्स देखते हैं, लिस्ट हो गया, अब मेथड्स देखते हैं। तो लिस्ट मेथड्स डॉट डॉट, मैं क्या करूँगा यहाँ पे वॉइड मेन, और यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ। ओके, तो हम लोग ने प्रॉपर्टीज तो देख ली, अब हम लोग क्या देखेंगे, मेथड्स। तो मैं नीचे आता हूँ, बाकी मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है, सबका एक्सप्लेनेशन लिख रखा है कि कौन सा प्रॉपर्टी क्या करता है। अब लिस्ट के मेथड्स देखते हैं हम लोग कुछ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट और lm मीन्स लिस्ट के मेथड, आप कोई भी नाम दे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने कुछ डेटा डाल दिया 2 4 6, यहाँ पे डाल दिया डार्ट और इसे बंद कर दिया। ये क्या करा, एक लिस्ट बना लिया, एक जो अनस्पेसिफाइड टाइप की, मीन्स इसके अंदर अलग अलग टाइप की डेटा है। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं ऐड ऑल फंक्शन, ये क्या करता है। मैंने लिखा lm डॉट ऐड ऑल। ऐड ऑल मतलब हुआ कि ऐड कर दो सब कुछ, सब कुछ क्या, इसके अंदर हमें क्या करना होता है, डॉट ऐड, ये जो फंक्शन होता है इसके जो पैरेंथेसिस होते हैं इसके अंदर हमें सीधे सीधे एक लिस्ट डाल देनी होती है। जैसे मैंने इसके अंदर एक लिस्ट डाल दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 20 एडेड। ओके, मैंने यहाँ पे डाल दिया, और डेटा आप डाल सकते हैं। तो ये क्या करता है, तो मैंने यहाँ पे नोट्स में लिख रखा है एड्स ऑल गिवन एलिमेंट्स इन लिस्ट कांट यूज इट इन प्रिंट। अब यहाँ पे मैंने ये भी लिख रखा है। तो सबसे पहले बताता हूँ ये एड ऑल क्या करता है। एड ऑल क्या करता है ना, जो भी हम लोग इसके अंदर लिस्ट डालते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट डाली है, अगर अगल बगल आप देखें यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, मीन्स ये एक लिस्ट है। मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, एक लिस्ट डाल दी। तो क्या होगा कि जिस भी लिस्ट पे मैंने वाला फंक्शन यूज करा है उस लिस्ट में ये जो लिस्ट है इस लिस्ट के आइटम ऐड हो जाएंगे। ये पूरा लिस्ट ऐसे ऐड नहीं होगा, इसके जो एलिमेंट्स हैं 10 20 एडेड, ये सब इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा एंड में, अब lm को ऐसे प्रिंट कर देता हूँ। अब ये जो lm है मैं इसको प्रिंट में नहीं डाल सकता हूँ, अगर मैं ऐसे लिखूँ प्रिंट और इसको कर दूं ऐसे एंड में ऐसे, तो ऐसे में नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, इसका एक रीजन भी है। क्योंकि हम लोग ये प्रिंट क्या है, प्रिंट एक फंक्शन है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा है, ये क्या है, एक फंक्शन है। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग फंक्शन के अंदर एक फंक्शन डाल रहे हैं, इस वजह से हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो हम लोग फंक्शन के अंदर फंक्शन ऐसे नहीं डाल सकते, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसे हटा देंगे प्रिंट को। तो यहाँ पे मैंने इतना बोल दिया कि जो लिस्ट है उसमें ऐड कर दो ये सारे आइटम, और मैंने फिर क्या करा, प्रिंट कर दिया है ये जो लिस्ट है इसको। तो ऐड होने के बाद जो भी हमारा जैसा भी होगा लिस्ट वो हमें एज इट इज मिल जाएगा। तो आपने देखा 2 4 6 डार्ट ये पहले से थे और ये मैंने ऐड करे थे जो कि इसमें ऐड हो चुके हैं। ओके, तो ये भी हो गया। अब आगे देखते हैं। तो अब दूसरा फंक्शन देखते हैं। अब अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, फिर मैंने यहाँ पे लिखा lm डॉट सब लिस्ट। सब लिस्ट क्या होता है, मैंने यहाँ पे डाल दिया सब। ओके, ये स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ पे मुझे लिखना है 0 और 2। ओके, ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे पैरेंथेसिस एक ज़्यादा हो गया। अब ठीक है। तो ये जो सब लिस्ट है वो क्या करता है, तो सीधे आते हैं नोट्स में। नोट्स में मैंने एक्सप्लेन करके रखा है सब कुछ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका साइज बढ़ाता हूँ। यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट रिटर्न्स एलिमेंट्स फ्रॉम स्टार्ट इंडेक्स टू वन इंडेक्स लेस देन
एंड इंडेक्स। तो ये क्या करेगा कि सबसे पहले यहाँ पे एक चीज बताता हूँ। अभी मैंने बोला था कि फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज कर सकते हैं, बट ये अलग कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसमें हमें अलाउ नहीं होता कि हम लोग ऐसे ऐड कर सकें, बट हमें कुछ कुछ फंक्शन ऐसे अलाउ कर देता है ताकि हम लोग इसमें लाइक फंक्शन के अंदर हम लोग फंक्शन का यूज ऐसे कर सकें। तो कुछ कुछ का अलाउ नहीं होता है, कुछ कुछ का होता है। तो यहाँ पे एक चीज ये मैंने क्लियर कर दी। अब देखते हैं इसका नाम क्या है, इसका काम क्या है। जो जो डॉट सबलिस्ट फंक्शन, इसका काम क्या है? returns elements from start index to one index less than end index। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने बोला है ये जो सबलिस्ट क्या करता है कि जो हमारा लिस्ट होता है स्टार्टिंग से मीन्स 0 इंडेक्स से ये एंड इंडेक्स के एक इंडेक्स कम तक जितने भी एलिमेंट होते हैं प्रिंट कर देता है। जैसे मैं क्या करूँगा, इसे सीधे रन करता हूँ तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो हो सका कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले ये प्रिंट हो रहा था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 2 और 4 जो है वो प्रिंट हो रहा है। तो फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं इसे अगर रन करता हूँ, ओके, तो अब हमें इसका आउटपुट क्या मिलेगा? सबसे पहले ये था, अब हमें सिर्फ 2 और 4 मिला। तो यहाँ पे मैंने वही लिख रखा है, मैंने बोला रिटर्न्स एलिमेंट्स फ्रॉम स्टार्ट। तो ये क्या करेगा, स्टार्ट से स्टार्टिंग से मीन्स स्टार्ट इंडेक्स जो है वो क्या है 0, यहाँ से एलिमेंट रिटर्न करना स्टार्ट करेगा। कहाँ तक? रिटर्न्स एलिमेंट्स फ्रॉम स्टार्ट इंडेक्स टू वन इंडेक्स लेस देन एंड इंडेक्स। तो ये क्या करेगा कि यहाँ से स्टार्ट करेगा और जो लास्ट वाला इंडेक्स है उससे एक इंडेक्स कम मीन्स ये वाला लास्ट है, उससे एक इंडेक्स कम मीन्स यहाँ तक। तो आप इतना ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम लोग सब लिस्ट का यूज कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लिखा और 2 लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेन है। पहले ये बताता हूँ, यहाँ पे मैंने स्टार्ट इंडेक्स लिखा है और ये एंड इंडेक्स लिखा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा रिटर्न एलिमेंट्स फ्रॉम स्टार्ट इंडेक्स मीन्स 0 इंडेक्स से ये क्या करेगा, जो मैंने एंड इंडेक्स डाला है उससे एक कम तक जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमें प्रिंट होके मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे क्या करा था, मैंने यहाँ पे लिखा 0। मैंने बोला 0 से स्टार्ट करो, 0 इंडेक्स से एलिमेंट प्रिंट करना स्टार्ट करो। फिर यहाँ पे मैंने लिखा 2। 2 क्या है? लास्ट इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स क्या है? डॉट। मैंने बोला 0 से स्टार्ट करो, लास्ट वाले इंडेक्स से एक कम मीन्स लास्ट वाले इंडेक्स से एक कम तक मीन्स ये 2 जाएगा और 4 जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऐसे प्रिंट होके मिल जाएगा। तो जब हम लोग स्पेसिफाइड इंडेक्स चाहते हैं, जैसे हम लोग अगर क्या चाहते हैं कि हमें लेट्स से 3 एलिमेंट चाहिए, 3 एलिमेंट के लिए क्या करना होगा, 0 से स्टार्ट करना है और यहाँ पे मुझे क्या कर देना होगा, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, लेट्स से मैंने 4 कर दिया तो हमें 3 एलिमेंट मिल जाएंगे। ओके, अगर मैंने 3 करा तो हमें क्या 2 करा है तो हमें क्या मिल जाएंगे, 2 एलिमेंट 0 और 1 वाला। 3 करा है तो 0 1 2। तो आप इतना समझ लीजिए कि जो हम लोग ने लास्ट इंडेक्स डाला है उससे एक इंडेक्स कम तक हमें जो हमारा एलिमेंट है लिस्ट का वो मिल जाएगा। तो इसे मैं वापस से कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये हो गया सब लिस्ट। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या करा, अगर नीचे आऊँ, यहाँ पे मैंने क्या करा, स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं डाला। मैंने लिखा यहाँ पे इफ स्टार्ट इंडेक्स नॉट गिवन देन रिटर्न्स द एलिमेंट्स फ्रॉम स्टार्ट इंडेक्स टू वन इंडेक्स लेस देन एंड इंडेक्स। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर दूँ, lm डॉट सब लिस्ट और यहाँ पे 0 की जगह मैं 2 ऐसे कर देता हूँ। अब इसे प्रिंट करता हूँ। ओके, तो अब जब मैंने इसे प्रिंट करा तो आप इसका आउटपुट देख सकते हैं, यहाँ पे 2 आ रहा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, if start index not given then returns the elements from start index to one index less than end index। तो अगर मैंने क्या करा है कि अगर मैंने वो नहीं डाला है, लाइक इसमें मैंने क्या करा है कि अगर स्टार्टिंग वाला इंडेक्स नहीं डाला है तो ये कहाँ से स्टार्ट कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि इसे कमेंट आउट करता हूँ, पहले ऐसे कर देता हूँ, अब रन करता हूँ इसे। और इवन तो मैं क्या करूँगा कि ये वाला जो कोड है इसे भी मैं फॉर नाउ कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा डेटा है तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। अब मैं अगर इसे रन करूं तो अभी के लिए 246 डॉट हमारा ये डेटा था। अब हमें क्या मिला, 6 और डॉट मीन्स ये क्या हुआ ना कि यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया तो 0 और 1 गया, 0 1 इंडेक्स गया और लास्ट के दो इंडेक्स पे जो भी डेटा है हमें वो मिल गया। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसे मैं वापस से ऐसे कर देता हूँ और मैं क्या करूँगा, इसे ऐसे कर देता हूँ। तो सब लिस्ट ऐसे वर्क करता है। तो यहाँ पे जी गलती से ऐड हो गया, इससे मैं हटाता हूँ फॉर नाउ। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट मेथड क्या है। अब फंक्शन बोले मेथड बोले एक ही चीज है, मैं बता चुका आपको। अब मैं क्या करूंगा, शफल का यूज करूंगा। शफल फंक्शन क्या होता है, मैंने लिखा lm डॉट शफल और इसको ऐसे कर दिया, अब प्रिंट कर दिया
lm को। तो यहाँ पे मैं अगर इसे रन करूँ, शफल मतलब क्या होता है, कुछ शफल कर देना। जैसे मैंने आपको कुछ कार्ड्स दिए तो आपने उसे शफल कर दिए। शफल मतलब क्या हुआ, एक दूसरे में मिल गए। तो अभी आप देखें कि हमारे पास क्या था, ये ऐसे था। अब क्या हो गया कि ये जो डेटा है वो सफल हो चुके हैं। तो अगर मैं क्या करूँ कि जो ऊपर वाला आप देखें, ये दोनों नहीं, ये दोनों जो वो सब लिस्ट से आ रहे हैं, तो आप इसे अवॉइड करें, ऊपर वाला देखें। या मैं क्या करता हूँ, सीधे यहाँ पे आता हूँ। अब ये वाला लिस्ट है, यहाँ पे 2 4 6 डॉट ऐसे लाइन से डाले। बट जब मैंने सफल यूज करा तो आप देख सकते हैं ये जो 2 4 6 डॉट ऐसे था, ये सब आगे पीछे हो गए। मीन्स आप ऐसे समझ लीजिए, अगर हम लोगों ने सफल यूज करा किसी लिस्ट पे, तो उसके जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब आगे पीछे होकर हमें मिल गए, सफल हो गए बेसिकली लिस्ट। तो सफल यही होता है। अब मैं क्या करूंगा, अब देखते हैं जो नेक्स्ट वाला हमारा फंक्शन है वो। तो मैंने यहाँ पे एलएम लिखा है, फिर यहाँ पे लिखा डॉट रिवर्स्ड, और यहाँ पे मैंने लिख दिया टू लिस्ट। इसको मैं क्या करूंगा, इवन तो ऊपर डाल देता हूँ। इससे मैं क्या करता हूँ, ऊपर नहीं यहीं पे डालता हूँ। तो अगर आपको याद हो तो हम लोग ने लिस्ट की जो प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे हम लोग ने रिवर्स देखा था। रिवर्स क्या करता था, लिस्ट के जो आइटम उसको रिवर्स कर देता था, बट उसे एज अ लिस्ट के फॉर्म में नहीं देता था हमें। ओके, तो वही चीज हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे lm डॉट रिवर्स करा, ये प्रॉपर्टी का यूज करा, इससे हमें क्या मिलेगा, जो हमारी लिस्ट है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। फिर मैंने लिखा डॉट टू लिस्ट। डॉट टू लिस्ट मतलब क्या हुआ कि जो भी हमें मिला है उसको बना दो लिस्ट में, उसको कन्वर्ट कर दो लिस्ट में। तो अगर मैं इसे रन करूं तो आप देखेंगे कि जो हमारा एलिमेंट्स थे वो सीधे रिवर्स हो गए। जैसे 6 10 डॉट 4 एडेड ऐसे था, अब ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया, 2 20 एडेड 4, ये ऐसे आ गया। और आप देख सकते हैं इसके एंड में हमें क्या मिल रहा है, अब स्क्वायर ब्रैकेट। ये क्या बताता है कि एक लिस्ट है। तो इसने क्या करा, इतना गेट करके हमें दिया, रिवर्स कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे डॉट टू लिस्ट फंक्शन का यूज करके क्या कर दिया, मैंने उसे लिस्ट बना दिया। पहले वो लिस्ट नहीं था, मैंने उसे डॉट टू लिस्ट करके लिस्ट बना दिया। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट lm डॉट वेयर टाइप, और यहाँ पे कर देता हूँ इंट, और ये हो गया फंक्शन बंद। तो यहाँ पे मैंने वेयर टाइप वाला लिखा है। तो अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे मैंने लिखा है रिटर्न्स ओनली एलिमेंट्स ऑफ स्पेसिफाइड डेटा टाइप। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि लेट्स से हमारे पास डेटा है अलग अलग टाइप के, मीन्स इसमें इंट है, फ्लोट है, डार्ट है, जो भी है। बट मैं क्या चाहता हूँ कि जहाँ पे जो हमारा डेटा है, जो इंट टाइप का सिर्फ डेटा है, हमें सिर्फ वो चाहिए। तो हमें लिखना पड़ेगा वेयर टाइप, और जो भी टाइप चाहिए हमें वो लिख देना होगा। तो यहाँ पे मैंने बोला लिस्ट में जहाँ पे टाइप हो इंट, सिर्फ वही एलिमेंट हमें दे दो। तो अगर मैं इसे रन करूं तो जो भी हमारे इंट वाले होंगे सिर्फ हमें वही रिटर्न होकर मिल जाएंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें सिर्फ क्या मिले, जो हमारे इंट वाले थे सिर्फ हमें वही मिले। अब आप देख सकते हैं ये भी एक लिस्ट नहीं है, तो आप इसे भी डॉट टू लिस्ट करके लिस्ट बना सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब देखते हैं फर्स्ट वेयर क्या होता है। फर्स्ट वेयर फंक्शन देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक दूसरी बनाई लिस्ट, उसमें काफी मैसअप हो चुका है। तो 1 कर दूं, 3, और जैसे मैंने कर दिया 6 30, देन लेट्स से मैंने कर दिया 42 2। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेटा डाल सकते हैं। ओके, अब मैं क्या करूंगा कि मैंने अगर यहाँ पे लिखा प्रिंट कर दो lm डॉट फर्स्ट वेयर। अब ये जो फर्स्ट वेयर फंक्शन है थोड़ा सा बड़ा होगा, तो हमने देखा यहाँ पे क्या हुआ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो एलिमेंट है, लेट्स से एलिमेंट के अंदर मैंने डाल दिया आई, और यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन के जगह ग्रेटर, आई मीन इसको हटा के मैं इसको ऐसे करूंगा, इसे नहीं हटाना। यहाँ पे मैंने फॉल्स के लिख दिया, आ जगह लिख दिया 5 ऐसे, और इसे बंद भी करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा, राइट। तो मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि आई इज ग्रेटर देन, इसे ऐसे कर देता हूँ। सीधे नोट्स में चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं मैंने इसे कैसे एक्सप्लेन करा है। तो अगर मैं नीचे आऊँ, यहाँ पे फर्स्ट वेयर फंक्शन है, यहाँ पे एक मैंने लिस्ट बनाई है। अब ये जो आई है मैंने यहाँ पे लिखा डॉट फर्स्ट वेयर, फिर इस वाले जो फंक्शन के अंदर मैंने एक ब्रैकेट और लगाया, उसके अंदर मैंने आई लिखा है। अब यहाँ पे आई लिखे हैं, एलिमेंट लिखे हैं, इस पर कुछ डिपेंड नहीं करता है। मैंने यहाँ पे लिखा हेयर कैन यूज आई और एनी नेम। यहाँ पे आई की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसका काम क्या है पर, तो अगर यहाँ पे मैं देखूं, अगर इसे नीचे करता हूँ, यहाँ पे मैंने आई डाला, फिर मैंने यहाँ पे लिखा आई ग्रेटर देन 5, यहाँ पे एक कंडीशन होगी। फिर यहाँ पे मैंने लिखा रिटर्न्स फर्स्ट एलिमेंट दैट इज ग्रेटर देन 5। तो अगर मैं इसे सीधे रन करूं
तो इसका आउटपुट देखते हैं क्या मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है बेसिकली, यहाँ पे एक कुछ भी डाल देना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आई डाल दिया, फिर यहाँ पे लिखा आई, फिर यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन 5 लिखा। ये बेसिकली क्या करता है, आई क्या होगा, आई हमारे एलिमेंट्स होंगे, ये जो है ये सब एलिमेंट्स होंगे। तो अगर यहाँ पे एलिमेंट्स भी लिख दूं तो वो भी चलेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे चीज चेक करेगा, यहाँ पे लिखेगा ये एलिमेंट्स ग्रेटर देन 5। ये सारे एलिमेंट क्या करेगा, इसको ये देखेगा कि ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर कौन सा है। तो यहाँ पे LMM करता हूँ मैं, ना कि LM, मैंने ऊपर वाले लिस्ट पे ऐड कर दिया। अब मैं अगर LMM पे करूं, अब हमें इसका आउटपुट मिला 6। तो जब मैंने यहाँ पे ये करा, इसने क्या करा, इसने लिस्ट उठाया, यहाँ पे कंडीशन देखी ग्रेटर देन 5। तो इसने लिस्ट में जो सबसे पहला वाला एलिमेंट है वो 5 से जो ग्रेटर है उसको इसने वापस कर दिया, सबसे पहला वाला। अब 30 भी ग्रेटर है, 42 भी ग्रेटर है, बट उसको नहीं दिया। इसने सबसे पहला वाला एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग काम करा। यहाँ पे इसने कंडीशन चेक करी कि 5 से ग्रेटर इसमें कौन सा एलिमेंट है, तो उसने सबसे पहला वाला एलिमेंट जो ग्रेटर है उसको यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, अगर यहाँ पे मैं क्या कर दूं कि लेट्स से स्मॉलर देन साइन लगा दिया, अब इसका आउटपुट क्या मिलेगा, अब इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, अब इसका आउटपुट हमें मिलेगा 1। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 1 कर देता हूँ, यहाँ पे 3 कर देता हूँ, ऐसे कर दिया मैंने। अब रिटर्न करा, अब क्या मिलेगा, अब हमें फिर भी 1 मिलेगा, क्योंकि इसने क्या करा, ओके यहाँ पे 3 मिला। क्यों, क्योंकि इसने इसको 5 से चेक करना है, 5 से स्मॉलर, तो 5 से क्या स्मॉलर है 3, हाँ है। मैं यहाँ पे कोई बड़ी डिजिट डालता हूँ जो 5 से बड़ी हो, मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया। अब क्या मिलेगा हमें, अब हमें मिलेगा 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 मिला। यहाँ पे मैंने बोला एलिमेंट जो है उसमें चेक करो 5 से ग्रेटर कौन सा है, तो इसने सबसे पहला जो 5 से ग्रेटर होगा उसे ये रिटर्न करके दे देगा। तो यही होता है इसका काम। तो इसको वापस मैं जैसा था वैसे कर देता हूँ। ओके, तो यही होता है फर्स्ट वेयर। अब क्या करेंगे, ठीक वैसा ही क्या होता है लास्ट वेयर भी होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट LMM डॉट लास्ट वेयर, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सीधे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ऐसे कॉपी करा और यहाँ पे ऐसे पेस्ट, और यहाँ पे लेट्स से मैंने आई यहाँ पे इसको स्मॉलर कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया 3। अब मैंने इसे रन करा, तो लास्ट बेसिकली क्या करता है, जो लास्ट एलिमेंट होता है वो दे देता है। यहाँ पे क्या कर रहा था, ये पहला एलिमेंट जो 5 से ग्रेटर है वो देता है। यहाँ पे क्या करेगा, पहला एलिमेंट जो 3 से स्मॉलर है वो, आई मीन पहला नहीं, जो लास्ट एलिमेंट है जो 3 से स्मॉलर है वो देगा। तो यहाँ पे इसने क्या दिया 2, यहाँ पे क्या यहाँ पे 2 है, हाँ यहाँ पे 2 है। बट अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे 20 कर दूँ, अब क्या होगा, अब ये देखेगा 3 से जो स्मॉलर है वो दे देगा। तो यहाँ पे 1 ही तो है सिर्फ, ये यहाँ से एंड से स्टार्ट करेगा। क्या 20 स्मॉलर है 3 से, नहीं। क्या 42 स्मॉलर है 3 से, नहीं। 30 नहीं, 6 नहीं, 3 भी नहीं, 1 है तो इसने 1 दे दिया। ओके, बट अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे 3 से स्मॉलर डिजिट डाल दूँ, 2 डाल दिया, अब क्या मिलेगा, अब हमें यहाँ पे जो ये है 2 वो मिल जाएगा। इसमें 20 देखा 3 से स्मॉलर, नहीं। 42 3 से स्मॉलर है, नहीं। 30 3 से स्मॉलर, नहीं। इसने देखा 2, हाँ 2 स्मॉलर है तो इसने 2 रिटर्न कर दिया, ना कि 1। क्यों, क्योंकि ये लास्ट से स्टार्ट कर रहा है। अगर स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट करता है स्टार्ट से तो ये 1 देता। ओके, तो फर्स्ट वेयर और लास्ट वेयर ऐसे वर्क करते हैं। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट। अब फर्स्ट वेयर हो गया, लास्ट वेयर हो गया, अब वेयर भी होता है। वेयर क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट LMM डॉट वेयर आई, यहाँ पे मुझे ऐसे कर देना है, देन आई इज ग्रेटर देन 1, और इसे मैं क्या करता हूँ लिस्ट बना देता हूँ इस बार। ओके, इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया गेस, मुझे चेक करने दीजिए। तो LMM डॉट वेयर ये, और यहाँ पे आई ग्रेटर देन ये, तो यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस, ओके मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस की प्रोबेबली कहीं पे मिस्टेक करी है, तो यहाँ पे ये जो है ऐसे होगा। ओके, और LMM डॉट वेयर यहाँ पे मैंने ऐसे नहीं करा है। ओके, मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाया था। तो ये भी हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एंड में भी ऐसे लगाऊंगा, अब ये ठीक है। तो ये वेयर क्या करता है, तो नोट्स में आते हैं। फर्स्ट वेयर लास्ट वेयर देख लिया, अब वेयर क्या करता है, रिटर्न्स ऑल द एलिमेंट्स दैट आर ग्रेटर देन 1 बट नॉट एज लिस्ट, सो कन्वर्टेड इन लिस्ट बाय डॉट टू लिस्ट। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो मैंने कंडीशन डाली है, यहाँ पे क्या करेगा, जो एलिमेंट है उसको देखेगा 1 से ग्रेटर। तो जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो 1 से ग्रेटर हैं वो सब के सब हमें यहाँ पे रिटर्न कर देगा।
ओके, तो अगर मैं इसे रन करूं तो 1 से बड़े जितने भी एलिमेंट है वो सबको रिटर्न करेगा और उसे डॉट टू लिस्ट बना देगा। अब 1 से बड़े जितने भी एलिमेंट्स थे वो हमें मिल गए और उससे मैंने इसको लिस्ट में बना दिया। तो ये जो वेयर है वो ऐसे वर्क करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं सिंगल वेयर। प्रिंट एलएमएम डॉट सिंगल वेयर। ओके, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आई डाल दिया ऐसे, और यहाँ पे मैं इस बार क्या करूंगा, आई इज इक्वल टू ये कंडीशन डालता हूँ। अब अपने अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं चीज़ें। अब ये क्या करता है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, नीचे आता हूँ सिंगल वाले में, सिंगल वेयर क्या करता है, रिटर्न्स द फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट व्हेन देयर्स एग्जैक्ट अ मैच एल्स एरर। तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा जो पहला एलिमेंट होगा मैच करेगा वो लिस्ट में, वरना क्या करेगा ये एक एरर प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर मैं इसे रन करता हूँ फॉर नाउ, ओके, तो क्या लिस्ट में 42 है, हाँ लिस्ट में 42 है तो 42 प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 24 कर दूं, अब मैं इसे रन करता हूँ, क्या यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 24 नहीं है, तो हमें क्या मिला, एक एरर है। ये क्या है, एक एरर है, बैड स्टेट नो एलिमेंट, बेसिकली एक एरर है। ओके, तो ये क्या करेगा, अगर आपने ये डाला है ऐसे 42, तो ये चेक करेगा लिस्ट में 42 जहाँ पे भी होगा पहला वाला एलिमेंट हमें ये रिटर्न कर देगा। ओके, तो हम लोग ने सिंगल वेयर भी देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फंक्शन क्या है। अब यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस मैं बता रहा हूँ, इतना शायद ही कोई बताए, हालांकि और भी होते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट और मेन है मैं वो बता रहा हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि एक रेड्यूस फंक्शन होता है वो बताता हूँ। तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे प्रिंट लिखूँ एलएमएम डॉट रेड्यूस, और यहाँ पे आई और जे डाल देता हूँ। ओके, और मैं क्या करूँगा, ऐसे करूँगा जैसे हर बार करता हूँ, और यहाँ पे आई प्लस जे, और इसे ऐसे बंद कर दिया। तो ये जो रेड्यूस फंक्शन है ये क्या करता है, तो रेड्यूस फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये रहा आई प्लस जे। यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स डालना होता है, ये आई और जे, ये क्या है, जीरो इंडेक्स, ये क्या है, एंड इंडेक्स। आई प्लस जे मीन्स एडिंग एलिमेंट्स फ्रॉम जीरो टू एंड इंडेक्स एंड रिटर्निंग द रिजल्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, फ्रॉम जीरो टू एंड इंडेक्स एंड रिटर्निंग द इंडेक्स। तो ये आई और जे क्या है, आई क्या है, स्टार्टिंग जो जीरो इंडेक्स है वो, जे क्या है, जो एंड वाला इंडेक्स है वो। फिर मैंने बोला आई प्लस जे मीन्स जीरो वाला इंडेक्स जो है वहां से लेके जो स्टार्टिंग वाला इंडेक्स है उसे अगर आप प्रिंट कर दें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, 2 है, 30 है, 42 है, 22, 20 आई मीन। अब इसको आप प्लस करें, इसका आउटपुट क्या मिलेगा हमें, इसका आउटपुट मिलेगा हमें 98। 42 और 20 कितना हुआ, 62, 62 और 30 कितना हुआ, 90, 60, 92, 92 और 2 कितना हुआ, 94, और यहाँ पे 3। ओके, मैंने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दिया कि 40, 50, 60, 62। ओके, तो ये हो जाएगा 92, और 92 और 2 हुआ 94, और यहाँ पे 3 ऐड हो गया तो ये हो गया 98। सो बेसिकली क्या करता है, ये जो आई हो गया जीरो इंडेक्स, जे क्या हो गया, एंड वाला इंडेक्स। फिर मैंने बोला ये जो आई से लेके जे तक जो एलिमेंट है उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। मैंने यहाँ पे बेसिकली वही बोला है, और मैंने इसका रिटर्न करा तो मैं इसका आउटपुट मिल गया। अगर माइनस कर दूंगा तो माइनस हो जाएगा, इंटू कर दूंगा तो इंटू। तो अगर मैं इंटू कर दूं, अब इसे रन करूं, अब क्या होगा, अब इसका आउटपुट हमें इंटू होके इतना बड़ा नंबर मिला है। तो ये क्या हुआ, ये सब एक दूसरे से इंटू हो गए। तो फॉर नाउ इसे मैं प्लेस कर देता हूँ, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, प्रिंट एलएमएम डॉट कंटेन्स देखते हैं। कंटेन्स से पता चल रहा है, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं, मैंने यहाँ पे बोला क्या ये वाला लिस्ट कंटेन करता है 11, क्या इस वाली लिस्ट में 11 है। तो अगर मैं इसे रन करूं, तो अगर 11 होगा इस लिस्ट में तो ट्रू वरना फॉल्स। तो इस लिस्ट में 11 नहीं है तो हमें क्या मिला, फॉल्स। तो यही होता है कंटेन। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एवरी देखते हैं। तो अगर मैं क्या करूँ, सबसे पहले नोट्स ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करा, ओके ऊपर जाना थोड़ा सा, कंटेन मैंने लिख दिया रिटर्न्स ट्रू इफ लिस्ट कंटेन्स गिवन एलिमेंट एल्स रिटर्न्स फॉल्स। अब ये एवरी देखते हैं, एवरी क्या होता है। तो एवरी के लिए मैं लिखूंगा प्रिंट एलएमएम डॉट एवरी, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि एक ऐसे एलिमेंट डाल दूंगा इसके अंदर। अब मैंने बताया था आपको, इसके अंदर आप कुछ भी डाल दें, एलिमेंट्स डाल दें, आई डाल दें, जे डाल दें, एल डाल दें, जो भी मर्जी डाल दें। अब मैंने यहाँ पे लिखा एलिमेंट्स, और यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने बोला एवरी
एवरी एलिमेंट्स डेट आर ग्रेटर देन 0। तो जितने भी एलिमेंट 0 से ग्रेटर होंगे वो हमें मिल जाएंगे। ओके, तो इसको मैं ऐसे करता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करता है कि यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया एक्चुअली। इफ ऑल द एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 0, मीन्स जो भी एलिमेंट होंगे अगर वो क्या करेंगे 0 से अगर ग्रेटर होंगे तो हमें क्या मिलेगा ट्रू। मतलब क्या हुआ कि एक लिस्ट है ये। ओके, यहाँ पे मैंने बोला कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं अगर वो ग्रेटर देन है 0 तो क्या होगा ट्रू, वरना फॉल्स। अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे अगर मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया लेट्स से 5, तो ये चेक करेगा कि क्या सारे के सारे एलिमेंट्स 5 से ग्रेटर हैं। अगर 5 से ग्रेटर होंगे तो ट्रू, वरना फॉल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या इसका आउटपुट मिला, फॉल्स। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने बोला था कि क्या सारे के सारे एलिमेंट 5 से ग्रेटर हैं, क्या इस वाले लिस्ट के सारे एलिमेंट्स 5 से ग्रेटर हैं। तो क्या यहाँ पे सारे एलिमेंट 5 से ग्रेटर है? नहीं, सिर्फ ये 3 है, ये दोनों नहीं है। तो हमें क्या मिला, फॉल्स। तो ऐसे ही वर्क करता है एवरी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पे मैं अब स्किप देखते हैं, स्किप क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लूँ, यहाँ पे एलएमएम डॉट स्किप और यहाँ पे मैं 3 कर दूँ, ये क्या कर देगा, ये क्या कर देगा ना, अगर मैं नोट्स में आपको दिखाऊं, नीचे आता हूँ यहाँ पे, skips the 3 starting elements and returns all the rest elements। ये क्या कर देगा कि स्टार्टिंग के जो 3 एलिमेंट है उससे ये स्किप कर देगा और उसके बाद वाले जो एलिमेंट है वो दे देगा। अब देख सकते हैं आप, इसने क्या करा, स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट इसने स्किप कर दिए और उसके बाद वाले जो एलिमेंट थे इसने यहाँ पे दे दिए। एक्चुअली ये इंडेक्स की तरह वर्क करता है। जैसे यहाँ पे मैंने 3 लिखा है तो 0, ओके, इंडेक्स नहीं इवन, तो यहाँ पे मैंने स्किप द 3 स्टार्टिंग एलिमेंट्स एंड रिटर्न्स ऑल दी रेस्ट एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ये क्या होता है, अगर आपने यहाँ पे 3 डाला, अभी यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा 3 से एक लेस लेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैंने 4, जैसे मैंने 2 कर दिया और यहाँ पे अगर मैंने रन करा कोड को, ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग का जो एक था इसने एक गायब कर दिया। तो अगर आप स्किप यूज कर रहे हैं, उसके अंदर आप कोई नंबर डाल रहे हैं तो उससे एक नंबर कम, मीन्स अगर आपने 2 डाला है तो 2 से एक कम क्या हुआ, एक एलिमेंट गायब हो जाएगा, बाकी सब मिल जाएंगे, स्किप हो जाएगा। अगर मैंने 4 डाला तो यहाँ पे 4 की जगह क्या होगा, 4 से एक कम क्या हुआ, 3 एलिमेंट्स के अलावा 3 एलिमेंट्स स्किप कर देगा और उसके बाद वाले जो एलिमेंट है वो हमें रिटर्न कर देगा। इसने क्या करा, 3 एलिमेंट को क्या करा स्किप और उसके बाद हमें ये रिटर्न कर दिया। तो इसकी पैसे वर्क करता है। अब देखते हैं कि इस जो टेक होता है और क्लियर होता है वो क्या करता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट एलएमएम डॉट, यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक और यहाँ पे लिख दिया 2। ये क्या करता है, अगर मैं इसे रन करूं तो इसका आउटपुट देखते हैं क्या मिलता है। तो इसका आउटपुट हमें मिला 1 और 3। तो अगर ये जो लिस्ट है, अगर मैं ऊपर आऊं तो आपने देखा ये लिस्ट है। तो अगर मैंने क्या करा कि डॉट टेक और इसके अंदर मैंने डाल दिया 2, तो स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट मिल जाएंगे। 3 डाला तो स्टार्टिंग के 3, 4 तो 4। ऐसे ही क्या करता है, ये हमें ऐसे रिटर्न कर देता है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट और मैं क्या करूँ, सीधे प्रिंट की कुछ जरूरत ही नहीं है, मैंने डॉट टेक बता दिया। क्लियर देखते हैं, मुझे क्या करना है, जो लिस्ट के आइटम्स हैं उन्हें क्लियर कर देना। तो वो कैसे होगा, मैंने एलएमएम डॉट लिखा, क्लियर कर दिया। क्लियर का क्या कर देगा, लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम से सब क्लियर कर देगा। अगर मैं प्रिंट लिखूं, एलएमएम लिख दूं और इसे रन कर दूं तो इसका आउटपुट हम देखते हैं क्या मिला। इसका आउटपुट हमें क्या मिला, कुछ नहीं। इस लिस्ट के अंदर क्या है, अभी कुछ नहीं, ये एम्प्टी लिस्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो डॉट क्लियर फंक्शन क्या करता है, लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को क्लियर कर देता है। ओके, तो हम लोग ने सारे के सारे जो फंक्शंस थे मोस्टली सारे ही देख लिए एक्चुअली। अब और भी हैं, जैसे अगर मैं नोट्स में आऊँ तो यहाँ पे मैंने नोट में लिख रखा है कि मोर मेथड्स या फंक्शंस आर अवेलेबल टू। तो यहाँ पे और भी फंक्शंस और मेथड्स अवेलेबल है जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। बट मोस्टली जो यूज होते हैं और वाइडली यूज होते हैं और जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो मैंने सब के सब बता दिए। और इसी के साथ हमारा एक पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट होता है जो कि था लिस्ट। अब हम लोग इसके बाद सेट और क्या देखेंगे, मैप। सो अब बात आती है सेट की। अब हम लोग देखते हैं कि सेट क्या होता है। तो सेट भी एकदम लिस्ट के जैसा होता है, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं। तो सेट देखते हैं सेट क्या होता है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। तो पहले ही लाइन में हमें डिफरेंस मिल गया, यूनिक एलिमेंट्स। यूनिक मतलब क्या हुआ कि उसके जैसा कोई नहीं। जैसे लेट्स से मैंने क्या करा
कि एक फाइल बनाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने क्या करा, एक फाइल बनाया सेट डॉट डाटा, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, void main, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक सेट बनाते हैं। सबसे पहले सेट क्या होता है, सेट आई मीन मैंने यहाँ पे ऐसे सेट लिखना होगा, जैसे लिस्ट के लिए लिस्ट लिखते थे, सेट के लिए मैंने यहाँ पे सेट लिखा, इसका नाम दे दिया। अब सेट बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, करली ब्रेसेस का यूज करते हैं। लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते थे, बट सेट के लिए हम लोग करली ब्रेस का यूज करेंगे, ओके। अब मैंने यहाँ पे लिखा है सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। लिस्ट भी क्या होता है, कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का, बट जो सेट होता है वो भी होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, बट यूनिक एलिमेंट्स का। जैसे यहाँ पे मैंने 10 डाला, देन 20 डाल दिया, देन फिर से 10 डाल दिया, और यहाँ पे सेट ऐसे डाल दिया, ओके। तो आपने देखा यहाँ पे सेट के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स डाले, पर क्या ये सेट यूनिक एलिमेंट्स कंटेन करता है? नहीं। यूनिक एलिमेंट्स मतलब हुआ कोई भी एलिमेंट जिसके जैसा दूसरा एलिमेंट ना हो, मीन्स किसी भी एलिमेंट का डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 है, 20 है, बट यहाँ पे जो 10 है वो फिर से आ चुका है, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, अगर इसे प्रिंट करता हूँ, अब प्रिंट करता हूँ इसको, अब इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग। तो इससे मैं कट करके फिर से प्रिंट करता हूँ ऐसे। तो जब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले सेट को प्रिंट करेंगे, तब हमें इसके आउटपुट में सिर्फ 10, 20 और ये सेट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं सेट प्रिंट हुआ, और यहाँ पे 10, 20 सेट प्रिंट हुआ, ये वाला 10 नहीं प्रिंट हुआ, ये वाला प्रिंट हुआ 10 देन 20, फिर ये स्किप हो गया और ये सेट प्रिंट हो गया। क्योंकि इस सेट में हम लोग यूनिक एलिमेंट्स डाल सकते हैं, हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट डालेंगे तो वो सेट में नहीं स्टोर होगा, ओके। तो सेट क्या होता है, एक यूनिक एलिमेंट का कलेक्शन। नेक्स्ट लाइन क्या थी, unorderly means there's no index in it. Set is a collection of unique elements. Unorderly means there's no index in it. तो यहाँ पे मैंने बोला है unorderly means इसमें क्या होगा कि इंडेक्स ही नहीं होगा। जैसे ये क्या है, लिस्ट में क्या होता था कि हम लोग को एक क्या मिलता था, ऑर्डर मिल जाता था। जैसे मैंने एक ये वाला लिस्ट है, ये 0 इंडेक्स पे 1 है, और 1 पे ट्रू है, और 3 जो 2 इंडेक्स उस पे है। तो ये क्या थे, ऑर्डरली थे। 0 इंडेक्स पे 1, 1 इंडेक्स पे ट्रू, एंड 2 इंडेक्स पे है ही। बट ये जो सेट है यहाँ पे ऐसा नहीं होता, इसमें इंडेक्स नहीं होते हैं, ये अनऑर्डरली होते हैं। तो ये एज इट इज ऐसे होते हैं, इसमें कोई प्लेसिंग नहीं होती है, ओके। तो यही मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है। यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने यहाँ पे प्रिंट करा सेट को, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि डुप्लीकेट एलिमेंट है। आज जब मैं ट्राई कर रहा हूँ किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रिंट करने का सेट के, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ प्रिंट देन एस, और मैं यहाँ पे इंडेक्स डाल रहा हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे 0 इंडेक्स डाल दिया, ओके, मैंने ऐसे कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइन आ रहा, मीन्स क्या हुआ, ये एक ऑपरेटर है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऐसे हम लोग इंडेक्स से, जैसे यहाँ पे 0 इंडेक्स पे 10 हमको लग रहा है, बट हम लोग सेट में ऐसे इंडेक्स के अकॉर्डिंग ऐसे एलिमेंट्स नहीं गेट कर सकते हैं, ओके। तो इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ये एक एरर होगा। और मैंने यहाँ पे बताया कांट गेट एलिमेंट ऑफ सेट बाय इंडेक्स एज देयर इज नो इंडेक्स इन सेट। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो मैं नीचे आता हूँ, अब देखते हैं हम लोग स्पेसिफाइड टाइप सेट। तो ये सेट हम लोगों ने देख लिया, अब स्पेसिफाइड टाइप का देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्पेसिफाइड और सेट या टाइप सेट डॉट डॉट, यहाँ पे मैं void main, और अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेसिफाइड टाइप आप लोग को पता होगा कि मीन सिर्फ एक टाइप का कोई भी एलिमेंट, ओके। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेट बनाया, अब जैसे यहाँ पे हम लोग ऐसे सेट बनाते थे, जैसे लिस्ट बनाते थे। अब लिस्ट की जगह आपको याद हो मैंने लिखा था वेर, तो हम लोग वेर भी यूज कर सकते थे, राइट। तो हम लोग सेट में भी वेर का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आऊँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेसिफाइड टाइप सेट में मैंने बताया पहला वे ये वेर, कैन टाइप सेट टू, तो यहाँ पे हम लोग सेट भी यूज कर सकते हैं, वेर भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर नाउ मैं यहाँ पे वेर कर लेता हूँ, यहाँ पे s2 कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं कुछ क्या करूँगा, कुछ एलिमेंट डाल दिया। अब लिस्ट में हम लोग कैसे टाइप डालते थे, ऐसे स्मॉलर देन का साइन, यहाँ पे टाइप, और यहाँ पे ऐसे बंद कर देते, सेम एज इट इज सेट में भी होगा, आई मीन, ओके। तो ये इंटीजर है, तो यहाँ पे इंटीजर ही होने चाहिए, सिर्फ इंटीजर एलिमेंट्स। अगर मैंने लेस से डाल दिया कोई स्ट्रिंग, तो ये एरर होगा। तो सेम जैसे लिस्ट में होता था, यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो अगर मैं इसे ऐसे प्रिंट कर दूं तो ये प्रिंट हो जाएगा, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा भी देखेंगे। तो ये तो पहला तरीका था, हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं टाइप सेट का ऐसे। अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड में कौन सा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने सेट लिख दिया ऐसे, अब मैं यहीं पे डाल दूंगा टाइप, जैसे यहाँ पे मैंने बूल डाल दिया, ओके, यहाँ पे ऐसे कर दिया, और यहाँ पे जो भी हमारा नाम है सेट का वो, और इसके अंदर मैंने डाल दिए एलिमेंट्स,
ट्रू फॉल्स, क्योंकि बूल जो होता है वो सिर्फ ट्रू फॉल्स होता है। तो आप या तो यहाँ पे डाल दें ये जो सेट है उसके पहले, या तो सेट लिखने के बाद आप तुरंत टाइप डाल दें। तो यहाँ पे दो तरीके हमें मिल जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू ऐसा आ रहा है क्योंकि ये क्या हो गया, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, क्योंकि ये डुप्लीकेट हो गया। अब इसके अंदर अगर मैं इंटीजर डाल दूँ तो ऑब्वियसली वो एरर होगा, क्योंकि मैंने इसका टाइप जो है टाइप स्पेसिफाई करा है यहाँ पे मैंने बूल। तो ये दो तरीके होते हैं टाइप को स्पेसिफाई करना सेट के, जो कि मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ पे मैं अगर इसे प्रिंट कर दूँ और इसे रन करके भी आपको दिखा देता हूँ, तो इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं। तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, ये पूरा एज इट इज ये वाला सेट मिल जाएगा और हमें ये वाला भी सेट मिल जाएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसे बंद करता हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो एम्प्टी सेट मतलब क्या हुआ, एक एम्प्टी सेट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसका एक फाइल बना लूँगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एम्प्टी और सेट डॉट डार्ट। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, void मेन, ये एक फंक्शन हो गया void वाला। यहाँ पे बनाते हैं एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे मैंने लेट्स से सेट लिखा ep इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये क्या है एम्प्टी सेट। ओके, बट अगर मैं यहाँ पे टाइप ऐसे डिफाइन कर दूँ, अब ये सेट बना, अगर मैं क्या करूँ सीधे नोट्स ओपन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने बोला है कि ये एक एम्प्टी सेट है, स्पेसिफाइंग टाइप ऑफ सेट इज इंपॉर्टेंट एल्स इट विल बिकम मैप। जैसे ये जो है यहाँ पे अगर आपको ऐसे सेट लिखना होगा, अगर आप ये वाला देखें तो मैं सीधे क्या करता हूँ, इसे दूसरा सेट बनाता हूँ पहले वेर, यहाँ पे EP2 लिख देता हूँ और इसको ऐसे कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने क्या करा, दो सेट बना दिए, एक मैंने वेर से बनाया, एक सेट से बनाया। अगर यहाँ पे भी मैं इंट कर दूं ऐसे, और मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इसका टाइप प्रिंट करता हूँ। तो प्रिंट, ओके, प्रिंट होगा ये प्रिंट EP डॉट रन टाइम टाइप। ओके, रन टाइम टाइप। अब यहाँ पे भी क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट और ओके कैपिटल में नहीं, प्रिंट EP2 डॉट रन टाइम टाइप। तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, इसको हटाता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये कैपिटल P होगा और यहाँ पे भी कैपिटल P होगा, रन टाइप टाइप। ओके, ऐसे हो गई। तो यहाँ पे मैंने दो सेट बनाए। अब मैं इसे सीधे रन करता हूँ, ऐसे रन करा मैंने। ओके, तो यहाँ पे रन टाइम टाइप जो ऑपरेटर होता था ये टाइप बता देता है जिसपे हम लोग यूज कर रहे थे। तो आपने देखा यहाँ पे दोनों एज इट इज ऐसे आया, कॉम्पैक्ट लिंक्ड हैश सेट और ये भी कॉम्पैक्ट लिंक्ड हैश हैश सेट। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, मैंने बताया था। अगर मैं इसका इंट ऐसे हटा देता हूँ, यहाँ पे इंट ऐसे हटा देता हूँ यहाँ पे, अब इसे रन करूँ मैं अगर, ओके, तो इससे मैंने जब रन करा तो आप देख सकते हैं ऊपर वाले में क्या बता रहा है, कॉम्पैक्ट लिंक्ड हैश सेट, बट नीचे वाले में यहाँ पे दिखा रहा है इंटरनल लिंक्ड हैश मैप। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे बोला है हैश मैप। तो अगर आप ऐसे वैर बना रहे हैं, यहाँ पे आपने अगर ऐसे वैर से बनाया सेट, तो क्या होगा, ये एक मैप बन जाएगा ना कि सेट, अगर आपने यहाँ पे टाइप स्पेसिफाई नहीं करा है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे इंट टाइप कर देता हूँ, इंट ऐसे कर दिया मैंने, इसे रन करा, तो पहले क्या था, ये यहाँ पे हैश मैप शो हो रहा था, बट अब यहाँ पे फिर से हैश सेट आ रहा है। तो आप ये बस ध्यान में रखिएगा कि अगर आप ये जो वेर यूज कर रहे हैं, वेर से अगर आप एक सेट बना रहे हैं तो आप उसका टाइप यहाँ पे डिफाइन कर दें, उस सेट का जो टाइप होता है, वरना क्या होगा कि एक मैप बन जाएगा ना कि सेट। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ, इसे भी मैं कर देता हूँ ऐसे। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, दोनों के टाइप यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर दिए। तो वही चीज मैंने नोट्स में भी लिख रखी है। तो अगर मैं नीचे आऊँ यहाँ पे, ओके, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे सेट EP2 लिखा है, यहाँ पे मैंने एम्प्टी सेट बाई सेट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे एक और तरीका होता है एम्प्टी सेट बनाने का। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया सेट और यहाँ पे EP3 यहाँ पे मैंने सेट ऐसे लिख दिया। तो ये भी एक एम्प्टी क्या है, सेट। मैंने यहाँ पे सेट कंस्ट्रक्टर का यूज करा है। सेट कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, लाइक कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो फॉर नाउ अब बस इतना जान लीजिए कि आप एम्प्टी सेट बना सकते हैं सेट कंस्ट्रक्टर का ऐसे यूज करके। तो अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये क्या है, ये भी एक एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेज आपको बता दिए कि आप एम्प्टी सेट कैसे बना सकते हैं। तो नीचे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डार्ट्स सेट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। अब हम लोग जो डार्ट है उसके कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं और उसके कुछ मेथड्स देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक फाइल बनाऊंगा। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डार्ट प्रॉप और मैथ डॉट डार्ट। ओके, यहाँ पे मैं वाइड मेन
अब हम लोग डार्ट के कुछ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स देखेंगे। जैसे लिस्ट के होते थे वैसे सेट के भी होते हैं। तो यहाँ पे मैं सेट बना लेता हूँ, इसे सेट कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स डाल देता हूँ, ऐसे डाल दिए मैंने कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स सेट के। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इस सेट पे कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स लगा के आपको दिखाऊंगा उसके यूजेस। तो सबसे पहले मैं प्रिंट लिखता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सेट डॉट लेंथ। लिस्ट डॉट लेंथ क्या करता था, लिस्ट की लेंथ बता देता था। सेट डॉट लेंथ क्या करेगा कि जो सेट है उसकी लेंथ बता देगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज है वो एकदम सिमिलर वर्क करते हैं अगर आप अलग अलग के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं 3 आया, 1 2 3, इसकी लेंथ क्या है 3। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि प्रिंट सेट डॉट फर्स्ट, तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा जो भी सेट का है, क्या है 11। तो हमें यहाँ पे 11 प्रिंट होके मिल जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं प्रिंट सेट डॉट इज एम्प्टी, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये क्या बताएगा कि ये सेट जो है वो एम्प्टी है कि नहीं। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ तीन प्रॉपर्टीज हैं, और भी प्रॉपर्टीज हैं ऐसी। अगर मैं क्या करूँ, लिस्ट के जो मेथड्स हैं और ये जो लिस्ट के प्रॉपर्टीज हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज दिख रहे हैं, इज एम्प्टी, इज नॉट एम्प्टी, लेंथ, रिवर्स, फर्स्ट क्लास। सो ये जो प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिस्ट वाले में लगाई है, ये आप सेट पे भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारी नहीं बताई है जो लिस्ट में बताई थी, क्योंकि वो सब अपने आप से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज लिस्ट पे भी वर्क करती है और सेट पे भी। ओके, तो ये तीन प्रॉपर्टीज मैंने बता दी हैं। अब मैं क्या करूंगा, कुछ मेथड बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे सेट लिखा। अब जैसे ऐड फंक्शन होता था तो यहाँ पे हम लोग उसे भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं ऐड करूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जो भी मुझे सेट में ऐड करना है, तो यहाँ पे मैंने 44 डाल दिया। ये प्रिंट नहीं होगा, ये प्रिंट होगा। अब मैं इसे रन करता हूँ। अब क्या होगा कि ये जो सेट है उसमें 44 ऐड हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा कि ये मिल जाएगा। तो अगर मैं क्या करूँ कि फिर से अगर ऐसे प्रिंट करूँ, मैं प्रिंट करूंगा सेट को। ओके, इसे मैंने रन करा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 11 आया, फॉल्स आया, ट्रू आया, ये इसका है। देन यहाँ पे मैंने क्या करा कि इसको जो है ऐसे प्रिंट कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रिंट को ऐसे हटाऊंगा, मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं लगाऊंगा, इसको ऐसे कर देता हूँ। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ। ओके, तो अब जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा सेट हमें क्या मिला, यहाँ पे 33 इतना यहाँ ऐसे था। मैंने क्या करा, यहाँ पे 44 ऐड कर दिया और ये जो फॉल्स है ये इसका है। तो ऐड जो फंक्शन होता है वो हम लोग कर सकते हैं इसमें भी यूज, सेट में। अब नेक्स्ट देखते हैं सेट डॉट एड ऑल। तो जैसे लिस्ट डॉट ऑल था, लिस्ट में हम लोग यूज कर रहे थे एड ऑल का, सेम ऐसे ही सेट पे भी कर सकते हैं। लिस्ट में हम लोग क्या करते थे, लिस्ट का ऐसे यूज करते थे और सेट के लिए हम लोग ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 55 डाल दिया, 66 डाल दिया, 66। तो यहाँ पे हम लोग एड ऑल ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे रन करूँ, ओके, और मैं क्या करता हूँ कि इसे प्रिंट भी करता हूँ। अब क्योंकि वहाँ पे ऊपर वाले यहाँ पे ऐड हुआ और यहाँ पे ऐड होने के बाद यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो 55 और 66 भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ऐड ऑल इस पे भी ऐसे वर्क करता है। अब मैं लिखूँ प्रिंट सेट डॉट एलिमेंट एट, ये देखते हैं ये क्या है, एलिमेंट एट। यहाँ पे क्या करना है, लेट्स से मैंने 2 डाल दिया। अब एलिमेंट ऐड का मतलब क्या हुआ, मैंने बोला सेट पे एलिमेंट ऐड 2, 2 क्या है, 2 इंडेक्स है। तो यहाँ पे आप देखें 0 1 2 पे क्या है 33, तो हमें 33 मिल जाएगा। अब मैंने बताया था इसमें इंडेक्स नहीं होता, बट हम लोग फंक्शन के साथ ऐसे वर्क कर रहे हैं तो हम लोग इंडेक्स के साथ ऐसे काम कर सकते हैं अगर हम लोग ऐसे फंक्शन यूज कर रहे हैं तो। ओके, तो अब अगर मैं इसे रन करूँ तो एलिमेंट एट 2, ये क्या है इंडेक्स। मैंने बोला सेट का जो एलिमेंट है 2 इंडेक्स पे जो सेट का एलिमेंट है वो दे दो। 2 पे क्या है 0 1 2, यहाँ पे 33 प्रिंट हो गया। बाकी मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन करके आपको लिख रखा है सब कुछ। यहाँ पे मैंने बोला है यहाँ पे रिटर्न एलिमेंट एट गिवन इंडेक्स, ऑफिशियली देयर्स नो इंडेक्स इन सेट बट कैन यूज फ्यू मेथड्स अकॉर्डिंग टू इंडेक्स। यहाँ पे ऑफिशियली क्या होता है, हमें इंडेक्स नहीं मिलता सेट में, बट हम लोग उसका इंडेक्स के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं कुछ मेथड्स के साथ। तो यहीं पे मैंने यहाँ पे यही बताया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, प्रिंट लिखता हूँ सेट डॉट कंटेन्स। हम लोग देख चुके हैं कि डॉट कंटेन क्या करता है, ये बता देता है कि अगर कोई सा एलिमेंट हमारे लिस्ट या सेट में है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने सेट पे लगाया तो ये सेट वाले इस वाले सेट में चेक करेगा 200 है कि नहीं। क्या यहाँ पे 200 है, नहीं, तो हमें क्या मिला फॉल्स। तो कंटेन्स यहाँ पे ऐसे वर्क करता है। अब मैं क्या करता हूँ, सेट को अगर क्लियर कर दूँ, जैसे लिस्ट डॉट क्लियर था वैसे सेट डॉट क्लियर, तो क्या होगा कि हमारा जो सेट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। मीन्स जो सेट है हमारा उसके अंदर अब कुछ नहीं रहेगा। तो अगर मैं प्रिंट करूँगा अब सेट को ऐसे और इसे मैं रन करूँ तो यहाँ पे हमें एक एम्प्टी लिस्ट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट मिला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेट डॉट क्लियर कर दिया तो हमारा पूरा का पूरा सेट जो है वो क्लियर हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि
यहाँ पे अगर मैं लिखूँ नीचे प्रिंट सेट डॉट टू लिस्ट, टू लिस्ट क्या करता है, जैसे वहाँ पे हम लोग ने देखा था पीछे जहाँ पे क्या हो रहा था कि वहाँ पे हम लोग एक लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे थे, सेम यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। जो सेट है उसे मैं क्या कर सकता हूँ, एक लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे, टू लिस्ट लिख के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट था, अब ये एक लिस्ट बन चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। तो हम लोग टू लिस्ट का यूज करके इसे लिस्ट भी बना सकते हैं। एक सेट को लिस्ट बनाया जा सकता है डॉट टू लिस्ट लगा के। फिर यहाँ पे मैंने एक नोट डाला, यहाँ पे मैंने ये सब बता दिया आपको, एक्सप्लेन करके लिख दिया नोट्स में। मोर मेथड्स आर अवेलेबल टू एंड प्रॉपर्टीज, मोर मेथड्स मींस और भी मेथड्स और प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं जो कि आप अपने आप से ट्राई कर सकते हैं। बाकी मोस्टली जो यूज होते हैं मैंने आपको सब बता दिए हैं। ओके, तो ये भी हो गया। तो इसी के साथ हमारा जो सेट वाला पार्ट था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग मैप देखते हैं। अब ये मैप क्या होता है, तो मैप के लिए मैं क्या करूंगा कि एक फाइल बनाऊंगा मैप का। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैप लिखता हूँ वैसे, मैप डॉट डार्ट। हम लोगों ने लिस्ट देख लिया, सेट देख लिया, अब मैप देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे वॉइड मेन, इसको ऐसे कर देता हूँ। अब देखते हैं कि मैप क्या है। मैप इज अ पेयर ऑफ की एंड वैल्यूज वेयर की कैंट बी डुप्लीकेट एंड वैल्यूज कैन बी सेम या डुप्लीकेट। मैप क्या होता है, एक पेयर होता है की और वैल्यूज का। की जैसे क्या, मैंने क्या करा कि एक यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मार्क लिखा, यहाँ पे 90, मार्क क्या है, की है, और इसकी वैल्यू क्या है 90। जैसे मैं क्या कर सकता हूँ कि जो मार्क है इस की से, ये क्या है, की से हम लोग मार्क की जो वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू क्या है 90, हम लोग इस की से ये वैल्यू गेट कर सकते हैं। तो जब हम लोग को कुछ सेट करना है, लेट्स से हमारे पास कुछ नाम्स हैं, एक स्कूल है उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, हमें उनके नेम्स लिख रहे हैं और उनके अंदर हम लोग को क्या करना है, उसके पर्टिकुलर हमें एज डालना है। तो हम लोग यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, फिर उसका एज, नाम एज, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके नाम से एज गेट कर सकते हैं। तो जब हम लोग पेयर में कुछ बनाना चाहते हैं एलिमेंट की वैल्यू पेयर्स में, तब हम लोग मैप का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा वेयर कीज कांट बी डुप्लीकेट, मीन जो कीज होते हैं जैसे मार्क, मस्क, 70, ये जो है ये डुप्लीकेट नहीं हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक मार्क ऑलरेडी है की, अब दूसरे की में मैं मार्क नहीं कर सकता हूँ, ये यूनिक होने चाहिए। बट जो वैल्यूज है वो सेम हो सकते हैं। तो सीधे मैं क्या करता हूँ, कोड में आके आपको मैप बनाना बताता हूँ। तो मैप के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा मैप, जैसे लिस्ट के लिए लिस्ट, सेट के लिए सेट, मैप के लिए मैप। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा कि मैंने लिख दिया मार्क्स। ओके, मार्क्स, और यहाँ पे इज इक्वल टू लगाना है, और यहाँ पे ऐसे ये करली ब्रेसेस लगाने, और इसे मैं ऐसे बंद कर दूंगा। अब आपको लग रहा होगा ये सेट है, क्योंकि हम लोग ऐसे सेट बनाते थे, बट यहाँ पे ये सेट नहीं होगा। मैं इसे क्या करूंगा, ऐसे कर दूंगा। ओके, यहाँ पे ये सेट नहीं होगा, तो यहाँ पे मुझे क्या करनी है, की वैल्यूज पेयर डालने हैं। सबसे पहले की डालना है, जैसे मैंने की डाल दिया मार्क। अब मुझे क्या कोलन लगाना आना है, यहाँ पे 90 लिख दिया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मार्क्स नाम का एक मैप बनाया, तो मैं नाम लिखूंगा, फिर उसके जितने मार्क्स हैं वो लिखूंगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखना है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं होगा, कॉमा होगा। अब यहाँ पे मैं दूसरा की बनाता हूँ, जैसे मैंने बना दिया मस्क, यहाँ पे इसको मैंने दे दिए 80 मार्क्स। ओके, अब यहाँ पे मैंने लेट्स से कोई दूसरा टाइप ले लिया, लेट्स से मैंने 70 ले लिया। तो हम लोग दूसरे टाइप का भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ इंट हो, आई मीन स्ट्रिंग हो। तो यहाँ पे मैंने कर दिया बिल, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो ये क्या है, हमारे ये मैप, एक हम लोग ने यहाँ पे एक मैप बना लिया है। ये क्या है, ये एक मैप है। ये जो मार्क है लेफ्ट साइड में जो भी लिखा है ये सब क्या है, ये सब है कीज। जो राइट साइड में ये सब क्या है, ये सब है वैल्यूज। तो यहाँ पे ये पहला की वैल्यू पेयर है, ये दूसरा की वैल्यू पेयर है, और ये तीसरा। अब यहाँ पे मैंने कॉमा कॉमा लगाया। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे, क्या ये सही है, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हाँ हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बट ऐसे वाला फॉर्म ज्यादा बेटर होता है क्योंकि ऐसे अच्छे से दिखता है। यहाँ पे आपको कॉमा लगाना ना भूलना है, लास्ट में कॉमा नहीं लगेगा, बाकी ऊपर जो होते हैं उन सब में कॉमा लगेगा, क्योंकि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट की वैल्यूज डाल रहे हैं। तो ये हो गया। मैं क्या करूंगा, सीधे प्रिंट कर देता हूँ मार्क्स। मार्क्स क्या है, मार्क्स है मैप, तो इसे मैं रन करता हूँ। ओके, तो जब मैं इसे रन करूंगा तो हमें जो कीज हैं और जो वैल्यूज हैं वो एज इट इज प्रिंट होके मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऐसे जो करली ब्रेसेस हैं वो आया, फिर यहाँ पे मार्क आया, ये जो मार्क है वो आया, और इसके करस्पॉन्डिंग जो हम लोग ने वैल्यू डाली थी वो आया। तो ये क्या हुआ, ये एक की वैल्यू पेयर है, फिर कॉमे के बाद ये दूसरा है, और ये तीसरा है। तो यहाँ पे हम लोग ने एक मैप बनाया और उसे प्रिंट कर दिया। तो ऐसे ही बनता है मैप। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफाइड टाइप मैप। अब हम लोग देखेंगे एक स्पेसिफाइड टाइप का मैप। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फाइल बनाऊंगा, स्पेसिफाइड टाइप
मैप डॉट डॉट, यहाँ पे वाइड मेन, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा स्पेसिफाइड टाइप का मैप बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा मैप, फिर यहाँ पे मैं क्या कर देना है, जो भी टाइप होगा हमारे मैप का वो डाल देना है, और यहाँ पे इंड। अब मैंने यहाँ पे क्या करा मैं बताता हूँ, डोंट वरी। यहाँ पे ऐसे करता हूँ, देन इज इक्वल्स टू, ओके। तो ये हम लोग मैप बनाने जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो इंट डाले हैं। यहाँ पे टाइप के लिए मैंने स्मॉलर जो साइन होता है और जो ग्रेटर देन साइन होता है वो लगाया, और यहाँ पे मैंने क्या करा, दो टाइप डाले। ये दो टाइप क्या है, पहला टाइप किसका है, ये की का टाइप है, जो हमारा की होगा उसका टाइप। और ये जो दूसरा टाइप है ये किसका टाइप है, जो हमारा वैल्यू होगा उसका टाइप है। तो हम लोग को क्या करना होगा कि की का भी टाइप स्पेसिफाई करना होगा और वैल्यू का भी। अब जैसे मैंने की का क्या कर दिया इंट, और यहाँ पे वैल्यू जो है उसका मैंने कर दिया फ्लोट, तो वो भी कर सकते हैं। या जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक की वैल्यू पेयर डालता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 0 1 डाल दिया ऐसे, और इसका मैंने डाल दिया ये, और 0 2 का मैंने डाल दिया 2, ओके। ऐसे ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि बेटर लिखे, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी इंट है, ये की है, ये वैल्यू है, ये भी इंट है और ये भी इंट है। अगर मैं क्या कर दूँ इसे स्ट्रिंग कर दूँ, स्ट्रिंग, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एरर मिलने लगा, क्योंकि की जो टाइप था वो इंट था, तो यहाँ पे ये दोनों इंट है। बट यहाँ पे मैंने वैल्यू जो थी उसकी टाइप मैंने स्ट्रिंग डाली है, बट यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग की जगह इंट डाल दिया, तो ये एक एरर होगा। तो आपको की और वैल्यू आप इसका टाइप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे ही बनता है टाइप वाला स्पेसिफाइड टाइप मैप। इसे मैं अब से प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैप, ओके। यहाँ पे कोलन नहीं सेमी कोलन, ऐसे। अब इसे रन करता हूँ तो हमें ये वाला मैप प्रिंट होके मिल जाएगा। सो ऐसे ही बनता है क्या, एक स्पेसिफाइड टाइप का मैप। तो इसे मैंने रन करा तो हमें ऐसे एज इट इज जो डिजिट थी वो मिल गई। अब आगे जीरो लगाएं चाहे ना लगाएं वो उतना ही होता है, इस वजह से यहाँ पे 1 प्रिंट हो रहा है, ना कि जीरो। जीरो आगे लगने से कुछ नहीं होता है, वो उतना ही रह जाता है, ओके। अब मैं क्या करूंगा कि नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नीचे आता हूँ मैं, नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्टी मैप। अब एम्प्टी मैप देखते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एम्प्टी मैप डॉट डॉट और वाइड मेन। अब हम लोग देखते हैं कि एक एम्प्टी मैप कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे दो तरीके होते हैं। तो सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्टर से बताता हूँ आपको। तो आपको याद हो यहाँ पे मैंने एम्प्टी सेट एक बनाया था, यहाँ पे मैंने सेट कंस्ट्रक्टर का यूज करके एक एम्प्टी सेट बनाया था। ठीक वैसे ही हम लोग मैप भी बना सकते हैं मैप कंस्ट्रक्टर का यूज करके। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मैप, यहाँ पे एम्प्टी मैप em, इसको मैं कट करता हूँ, em इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर यूज कर लिया मैप वाला। तो ये क्या है, ये एक मैप कंस्ट्रक्टर से मैंने क्या करा, एक एम्प्टी मैप बना दिया। ये क्या है, एक एम्प्टी मैप है, ओके। अब दूसरा तरीका बताता हूँ मैं, ये यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ im2, और सिंपली बस ये हो गया। ये क्या है, ये एक एम्प्टी मैप है। अगर आप इसे ऐसे कर दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे स्पेस एंटर की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये क्या है, एक एम्प्टी मैप है, क्योंकि इसके अंदर ना कोई कीज है और यहाँ पे ना कोई वैल्यूज है। अब तीसरा देखते क्या है, तीसरा हम लोग देखेंगे स्पेसिफाइड टाइप एम्प्टी मैप। मीन्स जो एम्प्टी मैप होगा उसका टाइप हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो सेम वैसे ही होगा यार, ये इंट इंट em3 इज इक्वल टू, ओके। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं डाला, बस अंदर टाइप डाल दिया, तो ये हो गया स्पेसिफाइड टाइप एम्प्टी मैप। तो यहाँ पे मैंने तीन तरीके आपको बता दिए मैप बनाने के। हालांकि ये दो तरीके, यहाँ पे ये स्पेसिफाइड वाला है। तो आपकी मर्जी, आप ऐसे बनाना चाहें ऐसे बनाएं, ऐसे बनाना चाहें ऐसे बनाएं। तो एम्प्टी मैप हमारे ऐसे ही बनते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऐड आइटम इन मैप। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऐड करेंगे आइटम मैप में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड आइटम डॉट डॉट ऐड आइटम मैप लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मैप का। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वॉइड मेन। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक मैप बनाता हूँ। तो मैप यहाँ पे मैंने लिख दिया एज, और इस बार मैं क्या करूँगा, आपको एंटर की जगह ऐसे दिखाता हूँ। मैंने डाल दिया मार्क की एज है और लेट्स से 38, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जेफ की एज है 60, ओके। यहाँ पे मैंने क्या करा, एक मैप बना दिया। अब ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बेटर दिखे,
यहाँ पे मैंने क्या करा कि एक मैंने क्या करा था, यहाँ पे एक मैंने मैप बना दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने की डाली इसकी वैल्यू। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मार्क और जेफ के अलावा इसके अंदर में एक की वैल्यू पेयर और डालना चाहता हूँ। मैं ऐसे नहीं डालना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे जैसे ऐसे डाल दिया मस्क, फिर उसका मैंने डाल दिया 30। मैं ऐसे ना डाल के मैं क्या करना चाहता हूँ, बाहर से डालना चाहता हूँ, इसके अंदर नहीं, बाहर डालना चाहता हूँ मैं। तो बाहर से हम लोग मैप में एलिमेंट कैसे डाल सकते हैं, मैप का नाम लिखना है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, की का नाम डालना है, की मैंने डाल दिया अलोंग, और यहाँ पे इज इक्वल टू लगा के 40 डाल दिया। अब ये क्या हुआ, अब मैंने बोला एज में की ये डाल दो और ये इसकी वैल्यू ये डाल दो, तब क्या हो गया है कि इसमें ये आ चुका है। तो अगर मैं प्रिंट करूं एज को, तो आप देख सकेंगे कि आपको मार्क और जेफ के अलावा ये भी मिल जाएगा, क्योंकि मैंने एज में एलॉन की और उसकी वैल्यू ये भी डाल दी है। तो आप देख सकते हैं मार्क का 38, जेफ का 60 और एलॉन का 42 भी यहाँ पे आ चुका है। तो अगर आप जो मैप होता है उसमें डालना चाहते की वैल्यू पेयर, तो आप ऐसे डाल सकते हैं। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एज लिखता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या करा और डाल दिए, मैंने स्टीव डाल दिया लेट्स से ऐसे, और यहाँ पे मैंने 25 डाल दिया, तो अब ये भी ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं अब प्रिंट करूँ, इस वाले इसको हटा देता हूँ, मैं सीधे एंड में प्रिंट करता हूँ। ओके, तब क्या होगा, स्टीव भी ऐड हो जाएगा। सो बेसिकली आप जितने भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, आप 2 3 4 5 6 जितना भी डालना चाहें ऐसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टीव भी आ गया, एलॉन भी आ गया। ओके, तो इसे मैं कट करता हूँ। तो ऐसे ही हम लोग ऐड करते हैं, ऐड कर सकते हैं एलिमेंट अपने मैप में। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक, ओके थोड़ा सा ऊपर, ओके, एक्सेसिंग एक्सेसिंग मैप्स एलिमेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, जो मैप के एलिमेंट्स होते हैं वो हम लोग एक्सेस करते हैं, वो कैसे होता है। अब मैं क्या कर दूं कि यहाँ पे एक फाइल बना दूं, तो यहाँ पे लिखूं एक्सेस एलिमेंट्स मैप डॉट डॉट। ओके, यहाँ पे void main फंक्शन एंड, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मैप बनाऊंगा, तो मैप लिखता हूँ और यहाँ पे लिख दिया अर्निंग। ओके, सबकी अर्निंग लिखेंगे यहाँ पे, फेक अर्निंग, यहाँ पे एक सेट, और यहाँ पे इसको लेट्स से इस बार मैं ऐसे बना देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और जैसे मैंने डाल दिया जोई, और इसका जो अर्निंग है मैंने डाल दिया 50K। ओके, अब मैं दूसरा डाल देता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया शॉन, और यहाँ पे डाल देता हूँ इसका 80K। 80K, मैंने क्या करा, यहाँ पे दो की वैल्यूज डाल दी। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सेस एलिमेंट्स मैप। अब जो मैप होता है इसके एलिमेंट्स हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट कर दो जो हमारी अर्निंग है, अर्निंग, अर्निंग में हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि जो जॉय है इसका जो वैल्यू है हम सिर्फ वो चाहते हैं। तो वो कैसे होगा, हमें सिंपली अर्निंग ये जो मैप है वो लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, और उसके अंदर जो जॉय है जो भी की है वही डाल देना है। तो जो भी की होगा यहाँ पे वही डाल देना। अगर वो हाँ इस टाइप का स्ट्रिंग, तो आपको सेम एज इट इज वैसे डालना होगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसे डाल दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो अर्निंग का जो जॉय की है, जॉय की ये देखेगा कहाँ पे, जॉय की यहाँ पे, इसकी वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ पे रिटर्न करके दे देगा और ये प्रिंट हो जाएगी। तो अगर मैं इसे करूँ मैं रन, तो हमें 50K प्रिंट होके मिल जाएगा, क्योंकि जॉय की जो वैल्यू है वो 50K है। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे ऐसे डाल दूँ जो कि इसमें है भी नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, जो डाल दिया, अब रन करा कोड को, अब क्या होगा। तो अगर मैंने अब ऐसे रन करा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, नल। इसने देखा जो यहाँ पे कहाँ है, जो यहाँ पे है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू भी नहीं होगी, तो आया नल। ठीक है, तो उसकी वैल्यू होनी मस्ट है, आई मीन वो की ही होना मस्ट है। अगर वहाँ पे की ही नहीं हो तो फायदा क्या हुआ। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपको अगर पर्टिकुलर कोई सी गेट करना है वैल्यू, तो आप की हेल्प से, उसके की हेल्प से ऐसे गेट कर सकते हैं। ओके, अब मैं क्या करूँ कि यहाँ पे अगर मैं सीधे नोट्स में आऊँ, तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि आप लिखें उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने दूसरा ऐसे कट करा है। अब यहाँ पे लिखा है कांट गेट की बाई वैल्यू। अब हम लोग की से वैल्यू गेट कर सकते हैं, बट हम लोग की नहीं गेट कर सकते हैं वैल्यू से। जैसे अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ, प्रिंट लिखूँ, अर्निंग लिखूँ ऐसे, और यहाँ पे मैं की की जगह वैल्यू डाल दूँ, अगर मैंने 50K डाल दिया, अब क्या होगा, अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, अब रन करा, तो अब जब मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे नल आया, क्योंकि लिए हम लोग सिर्फ की से वैल्यू गेट कर सकते हैं, हम लोग वैल्यू से की नहीं गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्च कर रहा है कि 50K कहाँ है,
ये इस साइड ये वैल्यू में नहीं चेक कर रहा है, ये की में चेक कर रहा है कि 50k कहाँ है। इसने देखा जॉय है, शॉन है, बट 50k नहीं है, तो इसने नल दे दिया। तो हम लोग वैल्यू से की नहीं गेट कर सकते, बट की से वैल्यू हम लोग गेट कर सकते हैं। ओके, तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। तो मैं नीचे आता हूँ, मैप प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। अब हम लोग मैप के प्रॉपर्टीज और मेथड्स देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैप प्रॉप एंड मैथ डॉट डॉट, और यहाँ पे void मेन, तो इसको ऐसे बंद करता हूँ मैं यहाँ पे void मेन। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मैप बना लेता हूँ सबसे पहले। तो मैप pm, यहाँ पे मैंने क्या करा, लेट्स से मैंने डाल दिया 1 में, मैंने डाल दिया 1, 2 में मैंने डाल दिया 2, और 3 में मैंने डाल दिया 3। ओके, यहाँ पे मैंने क्या करा, एक मैप बना दिया। अब हम लोग मैप पे कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स लगा के देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा, पीएम लिखा, डॉट लेंथ लिखा। लेंथ क्या करता है, हमें लेंथ रिटर्न करके दे देता है। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो इस मैप की जो भी लेंथ होगी वो हमें मिल जाएगी। इसकी लेंथ क्या है, 1 2 3। ये 1 2 3 4 ऐसे नहीं होगा, इतना एक पार्ट है, तो ये क्या हुआ, इतना 1 हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 मिल गया, 1 देन 2 और यहाँ पे ये 3। तो लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ हमें रिटर्न कर देगा। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट पीएम डॉट कीज, कीज क्या करता है, कीज क्या करता है कि सारे कीज जो होते हैं सिर्फ उसे हमें दे देता है। तो इस मैप में जो भी कीज होंगी 1 2 3, सिर्फ हमें यहाँ पे कीज रिटर्न करके ऐसे दे देगा। ठीक वैसे ही क्या होता है, जो हमारे वैल्यूज होते हैं वो होता है। अगर वैल्यूज लिखेंगे तो हमें जो वैल्यूज है सिर्फ वो हमें रिटर्न होके मिल जाएगी। तो आपने यहाँ पे देखा की मिला, यहाँ पे हमें क्या मिला, वैल्यू। तो कीज और वैल्यूज प्रॉपर्टी ये होती है। ओके, अगर मैं प्रिंट लिख दूं पीएम डॉट इज एम्प्टी, इज एम्प्टी क्या बताता है कि अगर एम्प्टी है कि नहीं, जो हमारा है कुछ भी मैप है तो मैप। इज नॉट एम्प्टी क्या करता है, बताता है कि अगर एम्प्टी नहीं है। तो अगर मैं इसे रन करूं तो इसका पहला वाला फॉल्स आएगा, दूसरा ट्रू, क्योंकि यहाँ पे ये मैप जो वो एम्प्टी नहीं है, और यहाँ पे इसका ट्रू आएगा। तो ये हो गया फॉल्स, ये हो गया ट्रू। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं लिखूं प्रिंट पीएम डॉट कंटेन्स, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, की कंटेन्स की, और यहाँ पे डाल दिया 1। कंटेंट्स की क्या क्या करता है, मैंने बोला ये जो मैप है उसमें चेक करो कि क्या वो उसमें की है, ये जो 1 है क्या इसमें 1 की है। हाँ, यहाँ पे तो की में 1 है, तो इसका क्या होगा, ये ट्रू आ जाएगा। ये पूछता है कि क्या ये वाला जो मैप है वो 1 कंटेन करता है, 1 जो की है कि क्या ये की कंटेन करता है। तो यहाँ पे अगर करता है तो आ गया ट्रू, अगर नहीं करता तो क्या आ जाता फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह डाल दूँ 50 ऐसे, तब क्या आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे 50 की नहीं है, इस वाले मैप में 50 की नहीं है। तो यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉल्स आ गया। अब ठीक वैसे ही क्या होता है, अगर मैं इसे क्या कर दूँ, ऐसे डुप्लीकेट कर दूँ, कंटेंट्स की के जैसे क्या होता है कंटेंट्स वैल्यू, तो यहाँ पे कंटेंट्स वैल्यू कर देता हूँ। और वैल्यू में लेट्स से मैंने डाल दिया 11। तो ये क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि क्या मैप में 11 वैल्यू है। क्या यहाँ पे 11 वैल्यू है, नहीं, सिर्फ 1 है, 2 है, 3 है इंटीजर वाले। तो ये आ गया फॉल्स। तो कंटेन्स की और कंटेन्स व्यूज वैल्यूज ऐसे वर्क करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे मैंने लिखा पीएम डॉट एड ऑल, एड ऑल इसमें भी होता है। इसके लिए ऐसे करेंगे, अब सेम एज इट इज जैसे एलिमेंट्स डालते थे, यहाँ पे हम लोग कीज और वैल्यूज डालनी है। तो यहाँ पे मैंने कीज डाल दी, की डाल दी मैंने 5, इसकी वैल्यू डाल दी 5 ऐसे। और इसमें मैंने डाल दिया लेट्स से 9 स्ट्रिंग में, और इसकी जो वैल्यू होगी वो मैंने इंटीजर में डाल दी, और इसे ऐसे बंद कर दिया, प्रिंट कर दिया पीएम को। तो अब क्या होगा कि ये जो 5 और ये जो 9 है ये भी अब हमारे जो मैप है उसमें ऐड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 और 9 भी ऐसे ऐड हो चुका है। तो ऐड हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग कोई एक चीज डालना चाहते हैं, सिर्फ एक एलिमेंट। और ऐड ऑल कब करते हैं, जब हम लोग एक से ज्यादा डालना चाहते हैं, या सिर्फ एक डालना चाहते हैं तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो ऐड और ऐड ऑल में ये डिफरेंस होता है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ कि पीएम डॉट रिमूव, रिमूव क्या करता है, मैंने यहाँ पे डाल दिया 5। ओके, इसे ऐसे बंद कर देता हूँ। तो मैंने लिखा कि पीएम जो है उसमें रिमूव कर दो 5। ये 5 क्या है, यहाँ पे हमें की डालनी होती है। तो इस की पे जो भी हम लोग यहाँ पे की डालेंगे तो की और वैल्यू जो होगी वो गायब हो जाएगी। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने 5 डाला तो 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पे 5 ऐसा है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि अगर मैं ऊपर करूँ ऐसे, ओके, तो यहाँ पे 1 था, 2 था, 3 था,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 4 वाला था यहाँ पे मैंने 1 2 3 डाला था। ओके, अगर मैं इसे थोड़ा ऊपर लूँ तो 1 2 3 यहाँ पे 5 और 9 है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऐसे अगर मैं रिमूव की लिख दूँ ऐसे। ओके, ऐसे ही करता हूँ मैं रिमूव। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसको लेस से मैंने डाल दिया 1 और इसे मैंने रन करा। ओके, तो इसको जब मैंने ऐसे रन करा तो यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। रिमूव जब मैंने इस पे करा तो ये वर्क नहीं करा था। यहाँ पे देखते हैं रिमूव्स की एंड इज एसोसिएटेड वैल्यू प्रेजेंट फ्रॉम द मैप। तो यहाँ पे जो 1 होता है की जो होती है वो रिमूव हो जाती है, बट यहाँ पे क्यों नहीं हो रही है, यहाँ पे क्यों नहीं हो रही है कि क्या अब डार्ट ने कुछ ऐसा कर दिया कि ना हो रिमूव। तो यहाँ पे ये रिमूव नहीं हो रही, हो सकता है कि डार्ट ने अब ऐसा कर दिया हो कि ये वर्क ना करता हो इस पे, या मैंने कुछ मिस्टेक करी है। मिस्टेक मैंने कुछ नहीं करी है, सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर दूँ तो यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा, तो प्रोबेबली ये डार्ट का काम होगा। तो अगर मैं नोट्स में आऊँ, नीचे आता हूँ, ओके, ऐसे आता हूँ नीचे, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी वही लिखा पी एम डॉट रिमूव 5 रिमूव्स गिवन की एंड इज वैल्यूज। तो यहाँ पे भी मैंने ठीक लिख रखी है, बट यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा। तो एनीवेज इसको लेट इट बी करते हैं, हो सकता है ये डार्ट का काम हो। ओके, पर यहाँ पे रिमूव के साथ रिमूव वेयर आ रहा है। तो अगर मैं रिमूव वेयर का यूज करूँ तो लेट्स से ये भी ट्राई कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ की और वैल्यू डालता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया ऐसे। मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया। ओके, और यहाँ पे ये ऐसे नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये ऐसे होगा। अब यहाँ पे मैंने ऐसे डाला तो एरर एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिफायर। तो ये प्रोबेबली ऐसे वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसे हटाता हूँ। तो बस आप इतना जान लीजिए, ये जो रिमूव है प्रोबेबली इसने हटा दिया होगा, बट एनीवेज लेट इट भी करते हैं इसे। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट देखता हूँ क्या है। नेक्स्ट है क्लियर। क्लियर क्या करता है कि जो हमारा मैप होता है उसे ही क्लियर कर देगा। तो जिस पे भी हम लोग आएंगे वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो अब हमारा जो मैप है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लियर हो चुका है। तो इसे मैं कट कर देता हूँ। ओके, तो इसको ऐसे कर देता हूँ। अब नोट्स में आते हैं। तो इसी के साथ बेसिकली हमारा जो मैप है वो भी फिनिश होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है मोस्टली ऑल दी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स आर सिमिलर ऑफ लिस्ट सेट एंड मैप। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जो प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं, सारे के सारे प्रॉपर्टीज और मेथड्स सिमिलर होते हैं, लिस्ट के लिए भी, सेट के लिए भी और मैप के लिए भी। तो आपने भी नोटिस भी करा होगा। सो इसी के साथ हमारा ये बहुत बड़ा चैप्टर था और बहुत इंपॉर्टेंट भी था। ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा फिनिश होता है, लिस्ट सेट एंड मैप। एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये काफी लंबा चैप्टर था, अच्छा चैप्टर था इवन तो। ओके, तो अगर आप यहाँ तक इस कोर्स में आ चुके हैं, तो अगर आपको लग रहा होगा कि हम लोग क्विजेस और प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं कर रहे हैं, सो मुझे बस थोड़ी चीज़ें और सिखानी है। उसके बाद हम लोग क्विजेस और प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। हम लोग क्विजेस और प्रोजेक्ट्स एकदम स्टार्टिंग बेसिक से करेंगे, क्योंकि हम लोग बेसिक से पढ़ा है, चैप्टर फर्स्ट सेकंड यहाँ से। तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्विजेस कराऊंगा। फिर उसके आगे आगे जैसे हम लोग चैप्टर में बढ़ते गए थे, उससे रिलेटेड क्विजेस आगे बढ़ती जाएंगी। सो बस आप थोड़ा सा वेट करें, थोड़ी चीज़ें मैं आपको और बताऊंगा, और जब आप वो जान लेंगे तब हम लोग क्विजेस और प्रोजेक्ट्स करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो थोड़ी चीजें अभी और सीख लेते हैं। तो ये चैप्टर भी फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। सो अब चैप्टर 6 की बारी आ गई है। तो मैं क्या करूंगा, इसे ओपन कर लेता हूँ अपने ब्राउजर में। तो यहाँ पे आके मैं इसे ऐसे ओपन कर लेता हूँ। तो चैप्टर 6 एक इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, जो कि यहाँ से कोडिंग का जो मजा है हमारा यहाँ से बढ़ जाएगा। ओके, क्योंकि लिए हम लोग इसमें देखेंगे यूजर इनपुट। तो मैं क्या करता हूँ, इसे वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यूजर इनपुट। अब ये यूजर इनपुट क्या होता है, यूजर क्या होता है? यूजर मीन्स जो भी आपका प्रोग्राम यूज कर रहा हो। जैसे आपने एक प्रोग्राम बनाया मतलब क्या हुआ, जैसे आपने कुछ कोड लिखा हो जो कि कुछ करता हो, तो क्या हुआ, एक प्रोग्राम हुआ। तो जो भी यूजर आपका प्रोग्राम यूज कर रहा होगा वो होगा यूजर। जो भी बंदा जो या बंदी जो आपका प्रोग्राम है उसे यूज कर रही होगी या कर रहा होगा, तो वो होगा एक यूजर। अब यूजर का इनपुट मतलब क्या हुआ, इनपुट मतलब कुछ डालना। जैसे किसी यूजर ने डाला 10 मीन्स 10 डाल दिया, तो वो जो 10 है वो हो गया यूजर का इनपुट। अब इसको हम लोग जब कोड से देखेंगे तब ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यूजर इनपुट बेसिकली यूजर का इनपुट मीन्स यूजर ने कुछ डाला हो, तो वो हो गया यूजर इनपुट। अब ये पढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है। एन इनपुट फ्रॉम यूजर कैन बी टेकन बाय डॉट रीड लाइन सिंक फंक्शन
तो हम लोग यूजर से इनपुट कैसे गेट कर सकते हैं? डॉट रीड लाइन सिंक फंक्शन से। ये एक फंक्शन होता है जिससे हम लोग यूजर को जो इनपुट होता है उसे गेट कर सकते हैं। टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर अ लाइब्रेरी नेम डॉट यहाँ पे कोलन लगाए देन आईओ हैज टू बी इम्पोर्ट। तो अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं, यूजर से इनपुट गेट करना चाहते हैं इस वाले फंक्शन की हेल्प से, तब हमें ये डॉट आईओ होता है, ये क्या होता है, लाइब्रेरी, इसे हमें इंपोर्ट करनी होती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस लाइब्रेरी को ही इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे यूजर इनपुट लिख देता हूँ ऐसे, और डॉट डॉट, ओके। और मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे वॉइड मेन, इसका साइज मैं बहुत बढ़ा दूंगा, इतना काफी है ओके। इसे कट करता हूँ मैं। तो सबसे पहले इंपोर्ट करना है, कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी हो तो कैसे करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि लाइब्रेरी क्या होता है। लाइब्रेरी बेसिकली क्या होता है, कुछ चीज़ों का हमें कलेक्शन दे देता है। जैसे लाइब्रेरी के अंदर कुछ क्लास हो गए, कुछ फंक्शंस हो गए, हम लोग को क्या दे देता है, लाइब्रेरी कुछ क्लास और फंक्शन दे देता है जिससे हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। अब अलग अलग टाइप की लाइब्रेरीज होती हैं, उसमें अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं। जैसे डॉट आईओ है, इससे हम लोग कुछ को फंक्शंस, कुछ क्लासेस मिल जाती हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजर की इनपुट गेट कर सकते हैं। और भी होते हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग काम कर सकते हैं। तो अलग अलग लाइब्रेरी के अलग अलग काम होंगे, अलग अलग लाइब्रेरी में अलग अलग चीज़ें होंगी जिस चीज़ों का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर देती हैं जिसका हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर नाम लाइब्रेरी यूज़ करने जा रहे हैं डॉट आईओ, तो डॉट आईओ लाइब्रेरी को हमें इंपोर्ट करना होगा तभी हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा तभी हम लोग उसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जो डॉट आईओ लाइब्रेरी उसे इंपोर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना होगा इंपोर्ट, इंपोर्ट देन यहाँ पे डॉट देन कोलन और आईओ, और यहाँ पे इसको ऐसे बंद कर दूंगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि सिंगल क्वैट के अंदर हमें जो लाइब्रेरी का नाम है वो डालना होता है। तो डॉट आईओ लाइब्रेरी मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब डॉट आईओ इंपोर्ट क्यों करा, क्योंकि इसी के अंदर ये जो फंक्शन है डॉट रीड लाइन सिंक, ये इसी के अंदर है, हम लोग इसे यूज करेंगे। तो ये इसी के अंदर है, मीन्स ये जो लाइब्रेरी इसी के अंदर है, इस वजह से हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा। अब इस लाइब्रेरी की हेल्प से हम लोग को ये वाला फंक्शन मिल जाएगा जिसका हम लोग यूज कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करना बता दिया आपको। लाइब्रेरी इंपोर्ट फ्रॉम यूजिंग stdin एंड stdout। तो यहाँ पे ये stdin stdout ये क्या है, ये क्लासेस हैं जो कि आगे देखेंगे। तो इसके अंदर ही है ये दोनों क्लासेस, मैंने यहीं पे बताया। अब यहाँ पे जो इनपुट डाला मैंने आउटपुट, ये क्या है, आई मीन्स इनपुट और मतलब आउटपुट मीन्स यूजर से इनपुट हम लोग गेट करेंगे और इसमें थोड़ा आउटपुट का भी काम होता है, इस वजह से इसका नाम ये ऐसे है, ओके। और यहाँ पे मैं stdin मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट, stdout मीन्स स्टैंडर्ड आउटपुट, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। फॉर नाउ हम लोग ने क्या करा, लाइब्रेरी जो होती है डाटा आईओ उसे इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्ट्रिंग इनपुट। अब हम लोग क्या करेंगे कि यूजर से गेट करेंगे एक स्ट्रिंग टाइप का इनपुट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेकिंग स्ट्रिंग इनपुट। अब हम लोग यूजर से एक स्ट्रिंग टाइप का इनपुट गेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग लिखूँ ऐसे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे नेम, जैसे हम यूजर से उसका नाम जानना चाहते हैं। तो अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल ऐसे बना रहे थे। अब यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कि हेनरी, हेनरी, ओके। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल बना रहे थे और अपने आप से ऐसे नेम डाल रहे थे। बट मैं क्या चाहता हूँ, ये जो स्ट्रिंग नेम मैंने बनाया है इस वेरिएबल में जो यूजर डाले, मीन जो यूजर होगा, जो भी प्रोग्राम या यूज कर रहा होगा, वो जो भी डाले यहाँ पे नेम में वो स्टोर हो जाए, ना कि अपने आप से। तो ये यूजर पे डिपेंड होगा कि वो क्या डालता है। तो जब हम लोग यूजर से चाहते हैं कि वो जो भी डाले वो इसमें स्टोर हो जाए, तब हम लोग गेट करते हैं कि जब हम लोग यूज करते हैं यूजर का इनपुट गेट करना। तो यूजर का इनपुट गेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे एक प्रिंट लगाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर योर नेम। ये क्यों लिखा मैंने, ये मैंने यूजर के लिए लिखा है कि जब यूजर रन करेगा प्रोग्राम को तो उसे ये प्रिंट होके मिलेगा एंटर योर नेम। और उसके नीचे क्या करेगा कि उसी यूजर को उसका नाम डालना होगा। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने डाल दिया यूजर के लिए ताकि उसको पता चल जाए यहाँ पे नाम डालना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर योर नेम, तो यूजर अपना नाम डालेगा। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिखा, नेम लिखा। अब इसी के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर हम लोग यूजर का इनपुट गेट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ stdin। ये क्या एक क्लास है जिसके अंदर क्या है, ये जो रीड लाइन सिंक जो फंक्शन था जिसकी हेल्प से हम लोग गेट करने वाले थे यूजर के इनपुट, वो डालना होगा। तो अभी यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे नल सेफ्टी लगाना होगा हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे नल सेफ्टी ऐसे लगाना होगा। अब ये क्या नल सेफ्टी क्या है वो आगे हम लोग देखेंगे, फॉर्मल से आप भूल जाइए वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
तो यहाँ पे आप इतना जान लीजिए कि जब हम लोग एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा या स्ट्रिंग टाइप का इनपुट गेट करना चाहते हैं यूजर से, तो हम लोग ऐसे गेट करेंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देना है, यहाँ पे जो भी नाम होगा वो लिख देना है। फिर एसटीडी यानी क्लास है, क्लास क्या होता है वो आगे देखेंगे, फॉर नाउ भूल जाइए उसे भी। तो ये एक एसटीडी क्लास हो गया, उसके अंदर ये फंक्शन है डॉट रीड लाइन सिंक। अब ये डॉट रीड लाइन सिंक ये करता क्या है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि रिटर्न स्ट्रिंग वैल्यू। ये जो रीड लाइन सिंक है ये एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करती है। ओके, जो भी यूजर डालता है उसे एक स्ट्रिंग में बना के हमें ये रिटर्न कर देता है। फंक्शन रीड्स अ लाइन ऑफ अ यूजर्स इनपुट फ्रॉम एसटीडी इन क्लास। तो बेसिकली क्या करता है कि यूजर ने जो इनपुट डाला, जैसे यूजर ने यहाँ पे लेट्स से डाल दिया यूजर ने शॉन, तो ये क्या करेगा, रीड लाइन मतलब क्या हुआ कि जो भी यूजर ने एक लाइन में डाला है ये सबका सब रीड कर देगा। मीन्स सबका सब रीड करके हमें रिटर्न कर देगा और वो रिटर्न होके नेम में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो ये रीड लाइन सिंक चाहिए होता है। तो ये लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम एरो लगा के, ये और ये डॉलर का साइन और ये। तो आई होप ये अब तक आपको याद होगा कि जब हम लोग कोई वेरिएबल ऐसे स्ट्रिंग में यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग डॉलर लगाते हैं, वो वेरिएबल का जो नाम है वो लगा देते हैं। अब इसे रन करता हूँ मैं सीधे। ओके, तो इसे मैं ऐसे रन करता हूँ। तो जब मैं इसे रन करूंगा तो क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या प्रिंट होके मिलेगा, सबसे पहले जो एंटर योर नेम है हमें ये प्रिंट होके मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने ये प्रिंट लगाया। फिर यहाँ ये वाली जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी। इस वाली लाइन में क्या होगा, इस वाली लाइन जब एग्जीक्यूट होगी यहाँ पे यूजर को अपना इनपुट डालना होगा, जो भी वो चाहे डाले। अगर जरूरी नहीं कि वो नेम डाले, वो यूजर पे डिपेंड करता है कि वो क्या डालेगा। अब यूजर क्या है, जो भी इस प्रोग्राम को रन कर रहा है, जैसे अभी के लिए मैं रन कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को, तो मैं हो गया एक यूजर। अगर आपने वाला प्रोग्राम बनाया, आपने उसे रन करा, तो आप हो जाएंगे यूजर। अगर कोई दूसरा करेगा तो वो हो जाएगा यूजर। तो हमारा जो कोड है वो रन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं एंटर योर नेम, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट डाला था मैंने ये आया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एंटर करने को बोल रहा है, यहाँ पे हमें एंटर करना है क्या, जो भी हम चाहें। तो अभी के लिए जो ये वाली लाइन है यहाँ पे वही वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। अब जो भी मैं यहाँ पे डालूंगा वो स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, नेम में। तो लेट्स से यहाँ पे मैं कोई नेम डालता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे जस्टिन डाल दिया। ओके, जस्टिन डाल दिया, और जस्टिन लिखने के बाद आपको क्या कर देना है, एंटर। तो जैसे मैंने जस्टिन के बाद एंटर करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम इतना आया, और यहाँ पे जो नेम था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो मैंने जस्टिन डाल के जैसे ही एंटर करा, जस्टिन स्टोर हो गया नेम में। फिर मैंने उसे यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर दिया। तो जब हम लोग यूजर से इनपुट ऐसे गेट करना चाहते हैं तब हम लोग यूजर से एक स्ट्रिंग टाइप का इनपुट ऐसे गेट कर सकते हैं। अब यूजर यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने 50 डाल दिया, एंटर कर दिया, तो यहाँ पे एक 50 आ गया। तो आप जो भी डालेंगे वो एज अ स्ट्रिंग इसमें स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग ने देख लिया एक स्ट्रिंग इनपुट कैसे गेट करते हैं। अब हम लोग क्या कर देखेंगे, अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, बाकी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि स्टूडेंट इज जस्ट अ क्लास वेयर यूजर्स इनपुट गेट्स स्टोर्ड। तो बेसिकली क्या होता है, ये क्लास है जहाँ पे जो यूजर इनपुट डालता है वो स्टोर हो जाता है, फिर यहाँ पे जो नेम है इस वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। बाकी मैंने यहाँ पे भी वही लिख रखा है। तो बस 2 पेज का ये चैप्टर है, छोटा चैप्टर है बट एक अच्छा चैप्टर है। ये नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है, टेकिंग इंटीजर इनपुट। अब हम लोग इंटीजर इनपुट गेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग गेट कर रहे थे, अब हम लोग इंटीजर गेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इंटीजर, ये स्ट्रिंग है इसकी जगह इंटीजर कर देता हूँ ऐसे। तो अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि डार्ट आईओ के ही अंदर ये जो रन रीड लाइन सिंक ये सब होता है। अगर मैं इसे हटा देता हूँ, जैसे ही मैंने हटाया यहाँ पे एक एरर आया, क्यों, क्योंकि जिस लाइब्रेरी से हमें ये मिल रहा था अब वो लाइब्रेरी ही यहाँ पे इंपोर्ट नहीं है। तो कंट्रोल पे जेड करा तो अब यहाँ पे एरर नहीं है, क्योंकि इसे ये मिल गया इस वाले लाइब्रेरी से। ओके, तो स्ट्रिंग इनपुट गेट कर लिया यूजर से। अब देखते हैं कि एक इंटीजर टाइप का जो इनपुट होगा वो कैसे गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से मैं यूजर की एज चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा एंटर योर एज। ओके, एंटर योर एज, और इसे ऐसे कर देता हूँ मैं। अब यूजर को अपना एज डालना, तो वो कैसे होगा, अब स्ट्रिंग था यहाँ पे इंट होगा तो इंट लिख दिया, एज लिख दिया, इज इक्वल टू लिख दिया। अब वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, std in डॉट रीड लाइन सिंक ऐसे कर रहे थे। ओके, ऐसे कर दिया। अब स्ट्रिंग में यहाँ पे लगाया था मैंने, यहाँ पे भी लगा दिया, मैंने इसको ऐसे लगा दिया। बट आप देख रहे हैं अब स्टिल यहाँ पे एरर आ रहा है। यहाँ पे अब एरर क्यों आ रहा है, तो अगर आप क्या, यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो रीड लाइन होता है यहाँ पे जो नल शिफ्ट यहाँ पे भी लगाना है, ये कोड में भी आपको लिख के बताऊंगा। हमें क्या करना होगा कि इसे एक इंट टाइम में बनाना होगा, क्योंकि ये जो रीड लाइन सिंक होता है हमें ये एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है। जैसे यूजर ने कुछ इनपुट डाला तो वो हमें एज अ स्ट्रिंग लौटाएगा। बट यहाँ पे मैंने इसका टाइप बोला इंटीजर, मीन्स जो भी यूजर डालेगा वो इंटीजर होना चाहिए।
बट जो ये वाला लाइन होता है, ये जो मैंने कोड लिखा है डॉट रीड लाइन सिंक, ये क्या करता है, फंक्शन हमारा जो इनपुट होता है उसे एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, बट हम लोग उसे इंट बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, इंट में स्ट्रिंग नहीं स्टोर होता है। इस वजह से जो स्ट्रिंग है हमें इसे इंटीजर बनाना होगा। इंटीजर कैसे बनाएंगे, इंटीजर बनाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा इंट डॉट पार्स, ओके, और इसे ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस में दोनों साइड ऐसे लगा दूंगा। तो पार्स क्या एक फंक्शन है और इसके अंदर मैंने ये डाल दिया। अब इसके साथ ही साथ यहाँ पे हमें ऐसे करना होगा नल शिफ्टी, तो आप इसे भी भूल जाइए। अभी आप बस आप इतना जान लीजिए कि इंट वाला जब गेट करना है तो हम लोग ऐसे गेट करेंगे। इंट डॉट पार्स क्या करेगा कि जो भी इसके अंदर जो स्ट्रिंग आया उसे वो इंट में पार्स कर देगा, मीन्स उसे इंट में बदल देगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है इंट डॉट पार्स टू पार्स द स्ट्रिंग वैल्यू टू इंट एज रीड लाइन फंक्शन जो होता है, रीड लाइन सिंक फंक्शन रिटर्न्स स्ट्रिंग वैल्यू। तो यहाँ पे जो यूजर डालेगा एज वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जो एज है उसे प्रिंट कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसे कर दूँ एज, ओके, अब मैं इसे रन करता हूँ तो पहला क्या होगा कि पहले ये वाला होगा, क्योंकि ये वाला कोड भी सी में है, तो यहाँ पे दो इनपुट हो गए। तो मैं क्या करता हूँ, फोन इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, इसे ऐसे कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि हमें यहाँ पे एंटर योर नेम जो है यहाँ से हमारा कोड ना स्टार्ट हो, हमारा कोड यहाँ से स्टार्ट हो। तो इसे मैं क्या करूँगा कि फिर से रन करता हूँ। अब हमारा कोड यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने उसको कमेंट आउट कर दिया तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब ये आएगा एंटर योर यहाँ पे एज, और उसके बाद हमें एज डालनी होगी। लेट्स से मैंने एज डाल दिया, लेट्स से मैंने 19 डाल दी, ओके। अभी जो 19 मैंने डाला है ये एज में स्टोर हो जाएगा, फिर वो यहीं पे प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने एंटर पे क्लिक करा तो आप देख सकते हैं एज यहाँ पे 19 आ गया। अब ये एक इंटीजर है तो हम लोग इसमें कुछ प्लस माइनस भी कर सकते हैं। लेट्स से मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, ओके, ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे मैं, और इसमें मैंने लेट्स से 10 प्रिंट कर दिया। अब फिर से मैं 19 डालूंगा तो अब ये 29 हो जाएगा। 19 में 10 क्या हो जाएगा प्लस, तो 19 मैंने लिखा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 29 हो गया। ये इंटीजर तो हम लोग इसमें प्लस प्लस वगैरह भी कर सकते हैं, ओके। तो इसे ऐसे कर देता हूँ वापिस। तो इंट टाइप का जब हमें गेट करना है तो हम लोग इंट टाइप का भी ऐसे गेट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब मैं क्या करता हूँ, इसे भी कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं तो उसको मैं जब रन करूंगा तो फिर इसका भी हमें डालना होगा फिर से, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। तो मैं नीचे आता हूँ डायरेक्ट। अब जो लास्ट टॉपिक है ये देखते हैं क्या है, एस टी डी आउट डॉट राइट। ये क्या होता है, हम लोग ने एस टी डी इन देख लिया यहाँ पे, अब एस टी डी आउट देखते हैं ये क्या है। तो यहाँ पे मैं एस टी डी आउट लिख देता हूँ, एस टी डी आउट डॉट राइट। ये क्या होता है, जो राइट फंक्शन है वो हम लोग देखते हैं कि एस टी डी आउट का जो राइट फंक्शन होता है वो क्या होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा एस टी डी आउट, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। मैंने सिंपली यहाँ पे ऐसे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया प्रिंटिंग, आप कुछ भी डाल दें। तो यहाँ पे जब मैं ऐसे प्रिंट लिख रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंटिंग ऐसे लिख दिया, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। जैसे यहाँ पे प्रिंटिंग ऐसे प्रिंट हो रहा है, सेम एज इट इज हमें ये भी ऐसे प्रिंट करके दे देगा। सो बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि ये एक प्रिंट की तरह काम करता है। अगर मैं इसे रन करूँ, ऐसे रन करता हूँ, ओके, ये std आउट एक क्लास है और ये जो डॉट राइट फंक्शन है ये इस क्लास का फंक्शन है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, तो आपने देखा मैंने रन करा तो ये प्रिंटिंग यहाँ पे ऐसे प्रिंट हो गया। तो जैसे हम लोग प्रिंट करते थे कुछ भी स्ट्रिंग डाल देते थे, स्ट्रिंग प्रिंट हो जाता था। सेम std आउट डॉट राइट भी क्या करता है, ये क्या कर देता है, हमें जो भी अंदर डालते हैं वो प्रिंट कर देता है। बट बस एक डिफरेंट होता है, यहाँ पे एक डिफरेंस होता है प्रिंट और इसमें। मैंने यहाँ पे नोट लिख रखा है, द प्रिंट फंक्शन ब्रिंग्स द कर्सर टू नेक्स्ट लाइन while stdout.write does not bring the cursor to the next line, it remains in same line। तो यहाँ पे मैंने बोला कि जो प्रिंट होता है, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंट करा तो जो कर्सर होता है, जैसे ये है यहाँ पे एक जो आपको लाइन ब्लिंक हो रही है ये क्या है, ये कर्सर है। तो यहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे कर्सर यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे मैंने क्लिक करा तो कर्सर यहाँ पे पहुंच गया। तो जब हम लोग प्रिंट करते हैं तो जो भी हम लोग प्रिंट करते हैं वो प्रिंट हो जाता है, और जो कर्सर होता है हमारा वो नेक्स्ट मीन्स दूसरे वाले लाइन में मूव हो जाता है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक और डाल देता हूँ, ओके। मैं क्या करता हूँ, इसके बाद कुछ प्रिंट कर देता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया कि सेम लाइन। अब मैंने जब ये प्रिंट करा तो आपको लग रहा होगा ये प्रिंटिंग ऐसे प्रिंट हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन में मीन्स इसके नीचे ये प्रिंट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। अगर मैं इसे रन करूँ तो मैं जब इसे रन करूंगा तो आप देख सकेंगे यहाँ पे प्रिंटिंग ऐसे प्रिंट हुआ, और उसके ठीक बाद जो सेम लाइन ये वाला जो था ये इसके साइड में प्रिंट हो गया, ना कि इसके नीचे। क्योंकि हम लोग ने एस टी डी
आउट डॉट राइट यूज करा। ये क्या करता है, जो भी आप प्रिंट करने को बोलेंगे प्रिंट कर देगा, और इसका कर्सर जो होता है वो नीचे नहीं आता, वो इसके साइड में आ जाता है। फिर इसके बाद आप जो भी प्रिंट कर रहे हैं, आपने ये प्रिंट करा तो यहाँ पे उसके बाद से ये ऐसे प्रिंट करने लगता है। बट अगर मैं प्रिंट लाइन के बाद std आउट ऐसे लगाऊं डॉट राइट, और इसके अंदर मैं लिख दूं न्यू लाइन, अब क्या होगा, अब अगर मैं इसे रन करूं तो अब देखिएगा अब क्या होगा, प्रिंटिंग होगा स्टील, ये सेम लाइन होगा, और उसके बाद हमें न्यू लाइन में ये प्रिंट हुआ। ये न्यू लाइन में प्रिंट क्यों हुआ, क्योंकि जो प्रिंट होता है वो जो भी प्रिंट करने को बोलेंगे वो प्रिंट कर देगा, और ये नेक्स्ट जो इसका कर्सर होता है वो नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाता है। तो अब ये नेक्स्ट लाइन में आ चुका है, तो हम लोग नेक्स्ट लाइन में ये प्रिंट कर रहे हैं। बट एसटीडी आउट नेक्स्ट लाइन में नहीं ले जाता, ये उसी लाइन में रह जाता है, इस वजह से ये साइड में प्रिंट हो रहा था। ओके, तो ये भी हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि इन सबको मैं वापस से कमेंट आउट से हटा देता हूँ। ओके, ऐसे नहीं, मुझे ऐसे करना होगा, और जो ऊपर था ये वाला इसे भी हटा देता हूँ। ओके, सो हम लोग ने एक स्ट्रिंग टाइप का इनपुट देख लिया, इंटीजर टाइप का इनपुट देख लिया, और हम लोग ने std आउट डॉट राइट भी देख लिया। तो ये ही होते हैं कुछ तरीके यूजर से इनपुट गेट करने के लिए, जो कि मैंने आपको बता दिए। तो एक छोटा सा चैप्टर था, और ये वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको आ गया होगा, एकदम सिंपल सा चैप्टर था। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, जब क्विजेस प्रोसेस करेंगे तो हम लोग यूजर से इनपुट गेट करेंगे और उसके साथ काम करेंगे, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग बनाता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ें अभी आपको बता दी, और ये चैप्टर भी फिनिश होता है। सो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तो चैप्टर 7 अब स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 7 का जो पीडीएफ है मुझसे ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ। ओके, और इसको मैं खोलूंगा वीएस कोड में। सो जो चैप्टर 7 है वो है लूप्स। अब हम लोग देखेंगे लूप्स के बारे में, ये लूप्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लूप्स होते हैं, वो सारे हम लोग देखेंगे, देखने वाले हैं। ये जो लूप्स टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे काम को, अगर हमें बहुत सारा काम करना है तो क्या कर देता है, उससे लाइक छोटा बना देता है। तो जैसे कोई काम हम लोग बार बार करना चाहते हैं, वो काम ये एक ही बार में कर देगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक डार्ट की फाइल बनाऊंगा। तो सबसे पहला जो लूप होगा हमारा, तो डिफरेंट टाइप्स के लूप्स होते हैं, तो हम लोग वो सारे देखेंगे। सबसे पहला जो लूप होगा वो होगा फॉर लूप। अभी मैं लूप बताता हूँ क्या होता है। फॉर नाउ मैं एक बना लूंगा डार्ट का फाइल यहाँ पे। ओके, यहाँ पे वाइड मेन फंक्शन में, यहाँ पे वाइड मेन फंक्शन, इसको ऐसे बंद करता हूँ, मेन फंक्शन, और इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊंगा, इसका साइज इंक्रीज कर दूंगा, और इसमें क्या करता हूँ कि रन भी कर देता हूँ, क्योंकि जब पहली बार हम लोग रन करते हैं ऐसे वीएस कोड ओपन करके तो थोड़ा सा इसमें टाइम लेता है, तो इसको मैं पहले रन कर देता हूँ ताकि हमें वेट ना करना पड़े आउटपुट के लिए जब हम लोग कोड लिखेंगे। तो इसे मैं छोड़ देता हूँ ऐसे। अब लूप्स देखते हैं, लूप्स क्या होता है। लूप्स आर यूज टू डू समथिंग अगेन एंड अगेन। सो लूप्स का हम लोग यूज तब करते हैं जब हम लोग कोई काम बार बार करना चाहते हैं। द कोड soon in loop gets executed multiple times according to the condition of loop। सो जो हम लोग लूप होगा हमारा, उसके अंदर जो भी हम लोग कोड डालेंगे वो क्या होगा, वो बार बार रिपीट होता रहेगा, मीन्स कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे लेट्स से आपको कुछ प्रिंट करना है, तो आपको प्रिंट करना है कुछ, जैसे एक नेम प्रिंट करना है, और वो नेम आपको 100 जगह प्रिंट करना है। तो आपको क्या 100 जगह जा जाके प्रिंट 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 ऐसे लगाना होगा, ऐसे ही करना पड़ेगा अगर आप लूप्स का यूज नहीं कर रहे हैं। बट हम लोग लूप्स के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हम लोग 100 बार प्रिंट कर रहे थे, बार बार प्रिंट लाइन जो हम लोग लिख रहे थे, प्रिंट स्टेटमेंट हम लोग लिख रहे थे बार बार, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक बार लिखेंगे, और लूप का यूज करके उसे हम लोग 100 बार लिखवाएंगे। तो लूप का बेसिकली यही काम होता है कि एक काम को क्या करना, बार बार करना। और भी इसका काम होते हैं जो कि हम लोग आगे देखेंगे। फॉर नाउ अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, तो द कोड्स इन लूप गेट्स एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ लूप। तो ये क्या करता है, जो लूप होता है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। जैसे मैंने बोला कि 5, और यहाँ मैंने बोल दिया स्मॉलर देन 4, तो 5, ओके, सो 5 ग्रेटर होता है, तो 5 स्मॉलर देन, लेट्स से मैंने कर दिया 10। ओके, तो 5 जब तक 10 से छोटा रहेगा तब तक ये लूप क्या होगा, चलता रहेगा। अगर हम 5 को क्या करेंगे, बढ़ाते जाएं तो काम होता जाएगा, आई मीन 5 तक जाएगा, 5 बार हमारा काम होगा और ये रुक जाएगा। अब ये कोड से लिखेंगे तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर नाउ मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। ओके, तो द कोड्स गेट एग्जीक्यूटेड अंटिल द कंडीशन इज ट्रू। तो जो कंडीशन हम लोग डालेंगे 5 स्मॉलर देन 10, ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक क्या होगा कि लूप के अंदर जो भी हम लोगों ने कोड दिए हैं वो बार बार एग्जीक्यूट होते रहेंगे। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ लूप्स, यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ लूप्स होते हैं जो कि हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला टाइप क्या है, सबसे पहला हम लोग देखेंगे क्या,
फॉर लूप। ओके, ये भी वाइडली यूज होता है, तो फॉर लूप का मैंने यहाँ पे डॉट फाइल बनाया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे कोड लिखते हैं फॉर लूप का। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फॉर लूप बनाऊंगा। तो लूप कैसे बनाते हैं, तो ये फॉर लूप है, तो इसके लिए मैं लिखूंगा फॉर। ओके, अब फॉर मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ और यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। ओके, तो ये मैंने क्या करा, सिर्फ इतना कर दिया। फॉर लूप ये होगा कब, जब हम लोग इसके अंदर स्टेटमेंट्स डालेंगे, इसके अंदर कंडीशंस डालेंगे। तो फॉर लूप के अंदर क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमने एक यहाँ पे वेरिएबल बना दिया और इसको मैंने कर दिया 0। वेरिएबल मैंने इसके अंदर बनाया, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ऐसे वेर आई इज इक्वल टू 0। आप या तो वेर ये आई इज इक्वल टू 0 यहाँ पे एक वेरिएबल बना दे, और ये वाला आई सीधे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीधे ऐसे आई लिख सकते हैं। बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है ना, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक कोई वैल्यू डालनी होती है। ठीक है, तो आपको आपने जैसे यहाँ पे 0 बनाया, एक वेर वेरिएबल बनाया आपने आई नाम से, और आई या तो आप सीधे सीधे डाल दें, या तो क्या कर सकते हैं, या तो आप सीधे इसके अंदर ही वेरिएबल बना सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेर इज इक्वल टू आई मैंने 0 कर दिया। अब ये जो वेर मैंने अंदर डाला, ये सिर्फ हम इस लूप के अंदर यूज कर सकते हैं, जो वेर आई मैंने बनाया। अगर इसको आप बाहर यूज करेंगे कि आप प्रिंट कर रहे हैं आई ऐसे, तो ये एक एरर होगा, ये ऐसे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये जो आई है ये मैंने इस फॉर लूप के अंदर बनाया, ना कि बाहर। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, अभी अभी के लिए मैंने यहाँ पे एक बस क्या करा है कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया है जिसके अंदर एक वैल्यू है। फिर इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है ना, यहाँ पे एक कंडीशन डालनी होती है। यहाँ पे मैंने डाल दिया 5। अब यहाँ पे आई प्लस प्लस डाल दिया मैंने, ऐसे कर दिया। ओके, इसको ऐसे बंद करता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक प्रिंट का स्टेटमेंट डालूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा आई इज, ऐसे कोलन लगाता हूँ और ऐसे कर देता हूँ। ओके, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ये सब क्या है, मैं बताता हूँ। मैंने बोला फॉर लूप यहाँ पे लगाया, अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डाल दिया, यहाँ पे बेसिकली एक वैल्यू डालनी। तो यहाँ पे मैंने लेट्स से 0 डाल दिया, तो ये 0 है, यहाँ पे मैंने डाल दिया। फिर यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाया आई जो है मीन 0 स्मॉलर देन 5। तो 0 अभी क्या है, स्मॉलर देन 5 है। अब ये क्या है, ये आपको अगर पता हो तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि जो भी वैल्यू पे हम लगाएंगे ये, तो एक से क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो जैसे ये कैसे वर्क करेगा मैं बताता हूँ। जैसे आई इक्वल 0 है, यहाँ पे एक कंडीशन लगी है और यहाँ पे बोला मैंने आई प्लस प्लस, तो क्या होगा, ये फॉर लूप है, एक बार ये रन करेगा। पहले क्या करेगा, ये इसने पूरा यहाँ तक आया, ये जब यहाँ पे आया इसने प्रिंट कर दिया क्या, ये जो भी मैंने डाला है आई इज, आई की वैल्यू भी क्या है, आई की वैल्यू अभी 0 है। ओके, आई की वैल्यू भी 0 है, ये मैंने यहाँ पे लगाया, इसका मतलब ये आई अभी बढ़ा नहीं है, ये बाद में बढ़ेगा, इसके बाद बढ़ेगा ये। ओके, तो मैंने यहाँ पे आई प्लस प्लस लगाया है। ओके, तो यहाँ पे मैंने जब प्रिंट करा आई को, तो इसकी वैल्यू अभी क्या है 0, तो ये 0 प्रिंट हो गई। अब ये क्या हुआ, अब ये पूरा कोड ऐसे एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा, ये फिर से यहाँ पे आएगा। इसने एक बार ये पूरा इतना काम कर लिया, अब इसके अंदर जो भी कोड होंगे वो सब के सब क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। एग्जीक्यूट होने के बाद ये वापस से यहाँ पे आएगा। वापस से यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि ये कंडीशंस के साथ वर्क करता है। इसने देखा कि आई इज इक्वल 0, पर यहाँ पे मैंने कंडीशन डाली आई स्मॉलर देन 5। तो ये जो आई इज इक्वल 0 जो है, आई जब तक छोटा है 5 से, तब तक क्या होगा कि ये कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर से यहाँ पे आएगा, फिर कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर से यहाँ पे आएगा। सो ये काम बार बार होता रहेगा जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू है। ओके, तो ऐसे फॉर लूप वर्क करता है। तो फॉर में भी 0 था ये, तो ये प्रिंट हो गया। अब ये जब वापस से आया तो क्या हुआ, आई की वैल्यू अब बढ़ चुकी है, क्योंकि मैंने बोला था कि इसे प्रिंट कर देना, फिर इसके बाद क्या कर देना कि ये जो आई है उसको इंक्रीमेंट कर देना। मीन्स अब ये 0 से 1 हो चुका है। अब ये आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 1, तो क्या होगा यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, क्योंकि आई की वैल्यू 1 होगी। अब ये देखेगा, अब चेक करेगा कि अब ये वापस जब यहाँ पे आएगा, ये लिखने के बाद यहाँ पे वापस आएगा। अब यहाँ पे ये चेक करेगा कि आई की वैल्यू क्या है। आई की वैल्यू अब हो चुकी है क्या 2, क्योंकि ये 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब इसके बाद आई इंक्रीमेंट हो गया, तो अब ये 2 हो चुका है। तो आई इसने देखा 2 कि क्या 2 स्मॉलर देन 5 है, हाँ कंडीशन अब भी ट्रू है, तो ये फिर से एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा कि जो आई था अब वो क्या हो जाएगा, अब वो आई 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 फिर से आएगा, अब ये देखेगा क्या 3 स्मॉलर देन 5 है, हाँ अब भी है, तो ये फिर से होगा। फिर 4 हो जाएगा, फिर 4 चेक करेगा क्या 4 स्मॉलर देन है 5, हाँ अब भी ट्रू है, तो ये फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये क्या हो चुका है 5 जो आई था अब वो 5 हो चुका है। अब जब ये यहाँ पे आएगा तो अब ये चेक करेगा क्या 5 स्मॉलर देन 5 है, नहीं 5 स्मॉलर देन 5 नहीं है, 5 इक्वल है 5 के, बट मैंने यहाँ पे डाला 5 स्मॉलर देन 5। तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, तो अब ये यहाँ पे नहीं आएगा, अब ये लूप यहीं से खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी वैसे ही हमारा लूप खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा।
ओके, तो यही होता है पूरा लूप, मैंने आपको समझा दिया। अब इसका आउटपुट देखते हैं तो वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा ओवर कर लेता हूँ इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिला। सबसे पहले i इज 0 आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 डाला था, फिर प्रिंट करा। अब i की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट, अब बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे 1 आया, अब इसने देखा 1 इज स्मॉलर देन 5, हाँ ये कंडीशन ट्रू है, तो ये फिर से एग्जीक्यूट हुआ। अब i की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंट हुआ 1। फिर से वापस गया, इंक्रीमेंट करने के बाद i को इसने इंक्रीमेंट कर दिया 1 से 2। अब ये 2 चेक करा, 2 स्मॉलर देन 5, हाँ ट्रू है, तो इसने फिर से इसे प्रिंट कर दिया 2, क्योंकि i की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, तो i इज 2 हो गया। फिर वैसे i इज 3 और i इज 4। i 5 नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही इसने प्रिंट करा ये i मीन्स अभी i 4 है, तो इसने इसे प्रिंट करा, और ये प्रिंट करने के बाद i की वैल्यू अब 5 हो चुकी है। तो अब जब यहाँ पे चेक करेगा 5 इज स्मॉलर देन 5, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब ये इसके अंदर नहीं आएगा, अब इसके अंदर के कोड एग्जीक्यूट ये नहीं करेगा। ओके, सो ऐसे ही लूप्स वर्क करते हैं। ओके, तो अब जैसे अगर मैं यहाँ पे 50 लगा देता, तो आप सोचिए कि आई जो होता वो कितनी बार प्रिंट होता, 0 से लेके 49 बार प्रिंट करता। अब अगर लूप ना होता तो आपको क्या करना होता, बार बार प्रिंट आईज यहाँ पे लिखना होता, 0 देन 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके आपको 50 बार ये लिखना होता। तो आप सोचिए कि ये जो फॉर लूप हो कितना हेल्पफुल होता है हमारे लिए। ये जितनी बार भी आप चाहे लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 50 कर दिया, अब इसे रन करा, तो अब क्या होगा कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट मैंने लगाया है ये 50 बार प्रिंट होगा, तो यहाँ पे 49 अभी हम मिलेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग कंडीशन लगा सकते हैं। तो आपने देखा ये एकदम स्टार्टिंग से, यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 से, और इसने 49 तक ले गया, 49 तक इसने प्रिंट कर दिया। तो लूप एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जब हम लोग कोई काम बार बार करना चाहते हैं, अपना टाइम बचाना चाहते हैं। हम वो वाला काम हर जगह नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि एक ही बार हम लोग काम करें वाला, और वो बार बार हो जाए, तब हम लोग लूप का यूज़ करते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके सब कुछ लिख रखा है, तो थोड़ा सा इसे बड़ा करता हूँ। वेर आई इज इक्वल टू 0 को मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दिया। इनिशियल वैल्यू, इसे बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। जो इनिशियल वैल्यू थी 4 की, वो इट कैन आइदर बी क्रिएटेड इन लूप, ऐसे हम लोग लूप में बना सकते हैं इसको वेरिएबल, या हम लोग बाहर भी बना सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ, इसको मैं सीधे कट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, ऐसे कर देता हूँ और इसको ऊपर ले जाता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, इसको मेरा मेन फंक्शन गायब हो गया, तो कंट्रोल प्लस जेड करता हूँ, कंट्रोल प्लस जेड। ओके, और ये जो इससे है मैं क्या करूँगा, इसे कट करूँगा और इसको यहाँ पे ले आता हूँ। मैंने अब क्या करा कि आई वाला जो वेरिएबल है मैंने इसको वहां पे बना दिया। अब अगर मैं इसको क्या करूं कि आई सीधे ऐसे आई लिख दूं, अब मैं इसे रन करूं। ओके, तो अब जब मैं इसे रन करूंगा तो क्या होगा, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने 5 डाला, अब भी आपने देखा सेम वैसा ही आउटपुट है। तो आप आई या तो यहाँ पे डालें, आई या तो ऐसे वेरिएबल बना दें आप बाहर, या तो ये सेम एज इट इज वेरिएबल आप अंदर डाल दें। अगर आपने बाहर वेरिएबल डाला है तो आप वेरिएबल का नाम सिर्फ डाल दें, बट अगर आपने बाहर वेरिएबल नहीं बनाया तो आप अंदर ही बना दें। अगर आप चाहते हैं कि जो आई की वैल्यू है वो हम कहीं पे बाहर भी बढ़ाते रहें, जैसे फॉर लूप के अंदर तो है ये। ओके, जैसे फॉर लूप के अंदर है ये, तो ये जो आई है ये तो बढ़ता बढ़ता जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ फॉर लूप के बाहर भी क्या हो कि आई प्रिंट हो जाए। अगर मैं ऐसे कर दिया, अब रन करूँ कोड को, अब क्या होगा, तो वो भी देख लेते हैं कि अब क्या होगा। तो अब जब मैंने इसको प्रिंट करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 हुआ, अब यहाँ पे 5 की प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू 4 तक बढ़ गई। अब ये यहाँ पे आया, अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 5, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसका कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बट ये एग्जीक्यूट हुआ। क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू 5 हो चुकी है, बट यहाँ पे कंडीशन मैच नहीं कर रही थी, आई स्मॉलर देन 5 नहीं, आई इज इक्वल टू 5 आ रहा था, तो इसका कोड तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बट इसका हो गया। तो ये जो आई की वैल्यू है ये बाहर भी बढ़ रही है, यहाँ पे भी बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आई की वैल्यू अंदर बढ़ रही है, आई की जो वैल्यू है वो बाहर भी बढ़ रही है। बट अगर आपने क्या करा, इसको अंदर कर दिया, ऐसे कर दूं मैं। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ, तब क्या होगा कि आई को हम लोग सिर्फ अंदर यूज कर सकते हैं, बाहर नहीं, क्योंकि आई जो है इसके अंदर है ना कि बाहर है। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, वो लूप के अंदर, इस वजह से हम लोग उसे बाहर नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया, हो सकता है आप में डाउट हो। एनीवेज, बाकी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये इनिशियल वैल्यू होती है, यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी होती है और यहाँ पे इंक्रीमेंट लगाना होता है। दिस कोड विल बी एग्जीक्यूटेड अंटिल द कंडीशन इज ट्रू। तो ये कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। ओके, तो ये भी हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं, अब एक चीज और बता देता हूँ, ये आई प्लस प्लस है, आप इसे क्या कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। आपने ऐसे कर दिया। ओके, और मैं क्या करूंगा कि आई की वैल्यू अब 10 कर देता हूँ। अब इसे मैं रन करके आपको फिर से दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट था, अब डिक्रीमेंट लगा दिया। अब इसका आउटपुट क्या होगा? तो अब इसका आउटपुट किस ने आया, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन यहीं पे भी फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे मैंने एज इक्वल टू 10 बोला था। ओके, 10 स्मॉलर देन 5 है, तो 10 स्मॉलर देन 5 नहीं होता, तो पहले ही कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसके अंदर आया ही नहीं। अब ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि आई जो है वो 5 से बड़ा है। तो अब इसे रन करा, तो अब ने देखा आपने यहाँ पे 10 आया, 10 आया, 9 आया, 8 आया, 7 आया, 6 आया। तो यहाँ पे मैंने डिक्रीमेंट लगाया था, यहाँ पे 10 था, ओके 10 था, इसने 10 प्रिंट करा। अब ये डिक्रीमेंट लगा था, तो क्या हुआ कि जो 10 है अब वो 9 हो चुका है, फिर यहाँ पे 9 आगे इसने चेक करा, फिर यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग प्रिंट करा, फिर डिक्रीमेंट हुआ तो 8 हुआ, फिर 7 हुआ, 6 हुआ। तो आप इंक्रीमेंट भी यहाँ पे लगा सकते हैं, वो आप पे मर्जी, आप इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, आप डिक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग वो लगाते हैं। ओके, तो ये भी हो गया। तो ये फॉर जो लूप था ये हमारा हो गया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे प्रिंटिंग लिस्ट आइटम विद फॉर लूप। अब हम लोग फॉर लूप से क्या करेंगे, लिस्ट के आइटम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे प्रिंटिंग लिस्ट आइटम्स विद फॉर लूप। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, जो लिस्ट के आइटम है फॉर लूप से प्रिंट करेंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया एजेस का, ओके यहाँ पे मैंने कुछ एजेस डाल दिए, जैसे ओके 18 डाल दिया मैंने, 20 डाल दिया, जो भी एज डाल दिया। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाया, इसके अंदर कुछ क्या डाल दिया, एलिमेंट। अब जब हम लोग ऐसे प्रिंट करें, लेट्स से मुझे प्रिंट करना जो एजेस है उसका मुझे जीरो वाला प्रिंट करना है, एजेस जीरो वाला प्रिंट करना है ऐसे। अब मुझे जीरो वाला भी प्रिंट करना है, वन वाला भी प्रिंट करना है, तो टू वाला भी प्रिंट करना है। तो जीरो इंडेक्स पे जो है, वन पे है, टू पे है, ये तीनों प्रिंट करने हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना होगा, ऐसे। ओके, यहाँ पे हम लोग बार बार लिख रहे हैं, तो हमें एक एक वैल्यू चाहिए, तो हमें ऐसे मिल जाएगी। हमें पूरा लिस्ट नहीं चाहिए, हमें एक एक वैल्यू चाहिए, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। ये तो आपको पता होगा। बट लेट्स से इसके अंदर तीन वैल्यू नहीं है, इसके अंदर तीन एलिमेंट्स नहीं है, इसके अंदर 100 एलिमेंट्स हैं। तो क्या आप ऐसे कर करके 100 बार लिखेंगे? नहीं। अगर आपको पता है कि लूप क्या होता है, लूप का यूज करना आता है, तो अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी हुई। आप सीधे लूप का यूज करके इसको 100 बार की जगह सिर्फ एक बार लिखेंगे और ये वर्क हो जाएगा। अब ये कैसे होगा वो बताता हूँ, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब सेम मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से वेरी वो बनाऊंगा, हमारा जो फॉर लूप होता है उसे। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इनिशियल वैल्यू डालनी होती है। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू मैंने लेट्स से डाल दिया आई इज इक्वल टू 0। फिर क्या करूँगा, अब मैं लिखूंगा आई स्मॉलर देन एजेस डॉट लेंथ। अब यहाँ पे मैंने ये कंडीशन डाल दी, आई को बढ़ा दिया ऐसे। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एज इक्वल टू 0 बोला, फिर मैंने बोला जो 0 जब तक छोटा है एजेस की लेंथ है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ क्या है 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे जो 0 जब तक छोटा है 3 से, तब तक ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू रहेगी। फिर मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ऐसे होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट लगाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एजेस, ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे डॉलर कर देता हूँ, और यहाँ पे आई ओके इज इक्वल्स टू, और इसके अंदर मैं ऐसे यूज करूंगा। तो ये सब मैं बता चुका हूँ, आई होप आपको याद हो, ये सब भूलिएगा मत। ये बेसिक सी चीजें आपको इतनी आनी चाहिए। ओके, और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसे बंद कर दूंगा यहाँ पे ऐसे। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, ये जो काम है ये बस मैंने, मुझे क्या दिखाना होगा, मैं एजेस दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे दिखाऊंगा, और इसके अंदर जो आई की वैल्यू है वो दिखाता जाऊंगा। तो अब आप यहाँ पे समझते हैं हम लोग यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे लेट्स से मैं ऐसे लिख देता हूँ कि आई जो है वो क्या है, 0। कमेंट आउट करके लिखता हूँ, आई 0 है, तो 0 जो है वो स्मॉलर देन एज की लेंथ क्या है 3, तो यहाँ पे मैं 3 डाल दिया। ओके, ऐसे करा है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 0 स्मॉलर देन मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, क्योंकि आई अभी 0 है, और जो एजेस की लेंथ है, इसकी जो लेंथ क्या है 1 2 3, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। ऑल राइट, आगे देखते हैं, अब ये वाला कोड देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा इतना, तो यहाँ पे पहले क्या है, आई इज इक्वल 0, तो क्या होगा, यहाँ पे एजेस और एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, बस इसके अंदर 0 आ जाएगा। फिर मैंने इज इक्वल टू लगाया। अब ये तो एक स्ट्रिंग है, तो आप कुछ भी लगाएं, जो मेन है वो ये है। ये देखते हैं हमने क्या करा है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या होगा, एजेस है, यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ एजेस का कौन सा इंडेक्स, आई इंडेक्स। आई क्या है 0, तो पहले क्या होगा, एजेस का जो 0 इंडेक्स है वो प्रिंट हो जाएगा। फिर इंक्रीमेंट लगाया, तो आई अब 1 बन चुका है। ओके, आई अब 1 बन चुका है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे एजेस के अंदर अब 1 आ गया, तो मीन्स एजेस का 1 वाला इंडेक्स। तो पहले 0 वाला इंडेक्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ऐसे, फिर 1 वाला, फिर आई फिर से इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे अब 2 प्रिंट हो जाएगा। अब जब ये यहाँ पे आएगा, तो अब
जो आई है वो 0 था, फिर 1 था, फिर 2 था, अब ये क्या हो गया, अब ये 3 हो गया, तो ये कंडीशन अब फॉल्स हो गई, तो अब ये वाला वर्क नहीं करेगा, ये जो प्रिंट है वो अब यहाँ पे नहीं आएगा। अब लेट्स से यहाँ पे अगर 3 आ जाता तो क्या 3 इंडेक्स पे कुछ है, 0 पे है, 1 पे है, 2 है, 3 पे कुछ है, नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे मैंने ये कंडीशन लगाई है। अगर मैं इसे 1 कर दूं तो क्या होगा, तो ये वाला प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 डायरेक्ट 1 से स्टार्ट होगा, मैंने बोला एजेस के जो 1 इंडेक्स पे ये प्रिंट कर दो, और यहाँ पे क्या होगा, ये प्रिंट होगा और ये प्रिंट होगा, फिर उसके बाद नल प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि पहले 1 इंडेक्स होगा, फिर 2 इंडेक्स होगा, फिर 3 इंडेक्स, और 3 इंडेक्स पे कुछ भी नहीं है, तो आपको इसे 0 ऐसे करना होगा। ओके, तो जब आप एकदम स्टार्टिंग से कोई एलिमेंट चाहते हैं तो आप आई को 0 ही लीजिएगा, और एजेस का ऐसे लेंथ लगा दिया तो इसकी लेंथ मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, पहले 0 देन स्मॉलर ऐसे हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर 1 स्मॉलर देन 3 हो रहा है, फिर 2 स्मॉलर देन 3 हो रहा है। ओके, तो ये हो रहा है यहाँ पे, ये जो कंडीशंस है ये यहीं पे ये ऐसे हो रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सीधे रन करता हूँ कोड को, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या मिलता है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको ऐसे कर लेता हूँ। ओके, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे एजेस प्रिंट हुआ। ओके, इसको ऊपर लेता हूँ, एजेस प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू क्या थी 0, तो यहाँ पे सेम एज इट इज ऐसे प्रिंट हो गया, फिर इज इक्वल टू लगाया, अब यहाँ पे 29 प्रिंट हुआ, क्योंकि एजेस हुआ, आई की वैल्यू क्या थी 0, और 0 वाले पे जो वैल्यू थी वो क्या थी, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ ऐसे। ओके, तो एजेस अभी आई क्या है 0, तो एजेस का 0 वाला इंडेक्स प्रिंट हो गया 29, अब आई बढ़ चुका है 1 हो चुका है, तो यहाँ पे ये 1 आएगा। ओके, यहाँ पे 1 आ गया, और जो एजेस के अंदर 1 इंडेक्स पे क्या है 18, ठीक, फिर से आई क्या होगा, बढ़ेगा, अब ये 2 हो चुका है तो 2 प्रिंट हो जाएगा, अब फिर से बढ़ेगा ये 3, तो 3 स्मॉलर देन 3 नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो अब ये इसके अंदर नहीं आएगा। अब इसके अंदर अगर 1000 भी एलिमेंट होते तो आप सीधे यहाँ पे आई लिख सकते थे, और वो सारे के सारे प्रिंट हो जाते, क्योंकि आई बढ़ते जा रहे हैं अपने आप, हम इसे बार बार नहीं लिख रहे हैं, आई अपने आप बढ़ते जा रहे हैं लूप के हेल्प से। सो ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि लिस्ट के आइटम्स को फॉर लूप से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये भी हम लोग ने देख लिया ये कि ये कैसे होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो मैं नीचे आता हूँ। यूजिंग टू इनिशियल वैल्यूज एंड टू कंडीशंस इन फॉर लूप। अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि सिर्फ एक इनिशियल वैल्यू यूज कर रहे थे और एक कंडीशन। अब हम लोग क्या करेंगे, दो इनिशियल वैल्यू और दो कंडीशन यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ टू इनिशियल वैल्यूज एंड टू कंडीशंस। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा, तो यहाँ पे फॉर लूप लगा देता हूँ ऐसे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो कंडीशंस डालेंगे और दो वैल्यूज डालेंगे, दो इनिशियल वैल्यूज। तो यहाँ पे मैंने वेर आई इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया 5। ओके, तो यहाँ पे क्या करना होगा कि आपको एक वेरिएबल बना दिया इनिशियल वैल्यू, फिर अगर इसके बाद आप दूसरा इनिशियल वैल्यू बनाना चाहते हैं तो आपको सीधे कॉमन लिखना है, आई मीन कॉमा लगाना है, देन जे इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो दूसरा वाला है वो। तो अगर आपने ऐसे कर दिया तो अब ये क्या हो चुके हैं, यहाँ पे हमारे दो बन चुके हैं। अब एक चीज आपको और बता देता हूँ, शायद मैंने नहीं बताया, तो यहाँ पे अगर मैं var इज इक्वल टू 5 लिख रहा हूँ ऐसे, तो अभी क्या हो रहा है कि इसके अंदर ऐसे 5, इसके अंदर अभी क्या है 5 है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि एक ही लाइन में और भी वेरिएबल बना सकता हूँ, कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया कॉमा और जे इज इक्वल टू कर दिया मैंने 10। तो ये भी ठीक है, आप एक बार वैर लगाएं और वेरिएबल का नाम लिख के आप इतना कर दें, फिर कॉमा लगाएं, फिर दूसरे वेरिएबल का नाम लिख के ऐसे कर दें, ठीक है, ऐसे आप और कर सकते हैं कि इक्वल्स को 30। तो आप जितने चाहे एक ही लाइन में ऐसे कर सकते हैं, आपको वेर वेर ऐसे बार बार नहीं लगाना है, आपको कॉमा लगाना है, वेरिएबल का नाम, और ऐसे आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये मैंने आगे नहीं बताया था, ये भी बता दिया। तो ठीक वैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, मैंने एक वेरिएबल बनाया, कॉमा लगाया, दूसरे वेरिएबल का नाम यहाँ पे 5 डाल दिया, तो एक इनिशियल वैल्यू होगी, दूसरी हो गई ये। अब क्या करना है, अब हमें दो कंडीशंस लगाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ कि आई स्मॉलर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। ओके, और यहाँ पे दूसरा कंडीशन के लिए मैं एंड यूज कर लेता हूँ, और जे ग्रेटर देन इज इक्वल टू यहाँ पे इसे भी 0 कर देता हूँ। अब मैं आई को घटा दूंगा और जे को भी ऐसे घटा देता हूँ, डिक्रीमेंट लगा देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा आई को और प्रिंट कर दूंगा जे को। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करा, बस दो वैल्यूज, हम लोग दो के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने दो इनिशियल वैल्यू बनाई, दो कंडीशन बनाई। तो आई के लिए ये काम होगा, ये तीनों, और जे के लिए ये और ये। अगर मैं इसे सीधे रन करता हूँ, रन करके दिखाता हूँ आपको, तो इसको नीचे लाता हूँ मैं ऐसे। तो आई की वैल्यू अभी 5 है, यहाँ पे मैंने बोला है कि आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, मीन जब तक आई जो है वो बड़ा है या बराबर है 0 के। तो यहाँ पे अगर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करूँ तो सबसे पहले 5 वाला देखते हैं, तो
ये जो 5 था ये प्रिंट हुआ, आई वाला 5 प्रिंट हुआ। ओके, फिर क्या हुआ, जे वाला 5 था, इसके लिए भी सेम कंडीशन है और इसके लिए भी सेम ऑपरेटर है। तो यहाँ पे 5 5 प्रिंट हो गया, 4 4 3 3 2 2 1 1 और 0 0। ओके, तो ये ऐसे वर्क कर रहा है जैसे वो था। अब सेम एज इट इज ऐसा ही है जैसे यहाँ पे मैंने लगाया था सिंगल सिंगल के लिए, ठीक वैसे ही यहाँ पे डबल डबल के लिए वर्क कर रहा है। तो आप अगर ऐसे देखें कि आप जे को इतने को गायब कर दें और इस वाले जे को गायब कर दें और इस वाले जे को गायब कर दें तो सिर्फ इसके लिए वर्क करेगा। बट अगर आप जे भी लगा रहे हैं तो इसके लिए भी वर्क करता रहेगा। तो आप दो इनिशियल वैल्यूज और दो कंडीशंस लगा सकते हैं। ओके, तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है वाइल लूप। तो फॉर लूप इसी के साथ हमारा खत्म होता है। मैंने फॉर लूप बता दिया। अब हम लोग वाइल लूप देखते हैं कि वाइल लूप क्या होता है। तो वाइल यहाँ पे लिख देता हूँ लूप। तो लूप के काम जो है वो एक ही होते हैं, बट इनका जो तरीका होता है बस वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे वाइड मेन ये होगा वाइल वाइल लूप। तो वाइल लूप देखते हैं कि वाइल लूप क्या होता है। तो वाइल लूप क्या करता है, सेम जो फॉर लूप करता है वाइल लूप भी वही करता है। बस क्या होगा कि जो कोड का जो सिंटेक्स होगा वो और कुछ होगा। जैसे वाइल के लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर ना मैं यहाँ पे इंट आई इक्वल से 0 ऐसे लगा देता हूँ। मैंने बाहर बना दिया एक वेरिएबल। अब मैंने लिखा वाइल देन आई, यहाँ पे कंडीशन डाल देता हूँ, जैसे मैंने 10 डाल दिया। ओके, अब यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया कि आई जो है वो क्या है, आई जो है वो है जे। फिर क्या कर दूं मैं एंड में, ऐसे कर दिया। ऑल राइट, अब अगर मैं इसे रन करता हूँ, सीधे रन करके दिखाता हूँ आपको, तो इसको मैं डिलीट करके दूसरा रन करता हूँ, हो सकता है पुराना वाला हो जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे वाइल लिखा। ओके, वाइल लिखा और यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे आपको कंडीशन डाल देनी है। तो मैं इससे ऊपर आता हूँ। यहाँ पे आपको क्या कर देना है, कंडीशन डाल देनी है, यहाँ पे कोड डाल देना है, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपको लगाना है। तो फॉर नाउ जो आई था वो क्या था, 0। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, 0। अब ये प्रिंट करने के बाद मैंने बोला आई को बढ़ा दो, तो आई क्या हो गया, 1। तो ये वहां पे वापस से आया 1। इसने देखा क्या 1 स्मॉलर या बराबर है 10 के। तो इसने देखा कि हाँ स्मॉलर तो है बराबर नहीं है, तो स्मॉलर तो है एटलीस्ट। तो क्या होगा, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। तो ये फिर से एग्जीक्यूट हुआ। फिर ये 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ। अब ये क्या हो गया, 10। इसने देखा क्या 10 बराबर या स्मॉलर है 10 से, तो इसने देखा स्मॉलर तो नहीं बट बराबर है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो क्या हुआ, ये फिर से प्रिंट होगा। अब आई की वैल्यू हो चुकी है 11, तो यहाँ पे 11 आएगा। अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इसके अंदर का कोड अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एक यहाँ पे आई कर दूं ऐसे, अब रन कर दूं, तो आई जो है 11 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी, इसके कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट जो बाहर मैंने आई बनाया है ये तो इंक्रीमेंट है ना, ये तो इंक्रीमेंट हो चुका है, तो यहाँ पे आई 11 ऐसे प्रिंट हो गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं इस वाले आई को अगर ऊपर लगा देता हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ, अब जो आई था अब उसे पहले ही बढ़ा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद प्रिंट कर रहा हूँ। अब क्या होगा, तो अब अगर मैं ऊपर आऊँ तो अब देख सकते हैं पहले 0 से स्टार्ट हो रहा था, अब ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने आई इक्वल टू 0 बोला। अब जैसे ही अंदर आया इसने तुरंत क्या कर दिया, आई की वैल्यू जो है उसे बढ़ा दी, तो अब ये क्या हो चुका है, 1। तो अब यहाँ पे 1 होगा, फिर ये 2 3 4 5 6 एंड ऐसे होगा। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने ऑपरेटर कहाँ पे लगाया। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, आई होप ये आ गया होगा आपको। ओके, तो इसमें थोड़ा सा स्पेस ऐसे दे देता हूँ। ऑलराइट, तो इसी में डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो वाइल लूप भी देख लिया हम लोगों ने कि वाइल लूप कैसे होता है। बाकी मैंने नोट्स में भी सेम एज इट इज आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे कंडीशन डालनी होती है, यहाँ पे ऑपरेटर एंड सो ऑन। वाइल द कंडीशन इज ट्रू द वाइल लूप विल बी रन। तो वाइल से ये पता चलता है, वाइल मतलब क्या होता है, जब तक। तो जब तक कंडीशन ट्रू है, जब तक कोड को रन करो, बस यही मतलब होता है। तो वाइल लूप हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं कि इनफिनाइट लूप क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ नीचे, यहाँ पे लिख देता हूँ इनफाइनाइट लूप। इनफिनाइट मतलब क्या होता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, मीन्स वो इनफिनाइट होता है। जैसे मैंने बोला इनफिनाइट नंबर, तो मतलब वो सारे के सारे नंबर हो गए, उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो वही होता है इनफिनाइट। तो ठीक, इनफिनाइट लूप मतलब क्या हुआ, इनफिनाइट लूप मतलब हुआ ऐसा लूप जो रन करता ही जाए, रुके ही ना। तो अगर हमें एक ऐसा लूप बनाना है जो कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं वर्क करता है, जो क्या करता है कि वो होता ही रहता है, वो होता ही रहता है। जैसे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन ही बना दी, मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया ऐसे। अब मैंने क्या करा, वाई लिखा, इसके अंदर मैंने काउंट डाल दिया, मीन्स कंडीशन, यहाँ पे प्रिंट लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया इनफिनाइट। तो ये मैं वाइल लूप से बना रहा हूँ। ओके, तो या तो आप कंडीशन ये बाहर बनाए और ये, या तो आप क्या कर सकते हैं सीधे यहाँ पे ट्रू डाल सकते हैं। तो ये वाइट नहीं वाइल होगा ये।
और मैं क्या कर सकता हूँ, इस ट्रू वाले को सीधे मैं यहाँ पे ऐसे डाल सकता हूँ। तो या तो आप इसके अंदर ट्रू या फॉल्स ऐसे डाल दें, या तो इसे कंडीशन में डाल के आप उसे कॉपी करके यहाँ पे आई मीन वेरिएबल बना के उसका उसमें स्टोर करके वेरिएबल का यहाँ पे नाम डाल दें। तो आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसे प्रिंट कर दिया। फॉर नाउ मैं इसे ट्रू कर देता हूँ ताकि अच्छी समझ में आए। बस मुझे बताना था कि आप ऐसे भी करके यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फॉर नाउ मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया है। तो मैंने बोला जब तक ट्रू हो, तो मैंने क्या बोला था कि जो भी लूप होता है उसकी कंडीशन जब तक ट्रू होती है तब तक उसके अंदर के कोड एग्जीक्यूट होते रहते हैं। तो ये कंडीशन जो मैंने यहाँ पे डाली है ये कभी फॉल्स ही नहीं होगी। तो क्या होगा कि ये कोड क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। सो ये इन्फिनाइट बार एग्जीक्यूट होगा, इसी के लिए नाम इसका इन्फिनाइट लूप, क्योंकि इसकी कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं हो रही। अब इसे मैं रन करूँ तो अब क्या होगा कि ये रन होता ही रहेगा, होता रहेगा, रुकेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं। तो ये देख सकते हैं आप, होता जा रहा, होता जा रहा, होता जा रहा, तो ये होता ही रहेगा। तो इसे मैं डिलीट करता हूँ ताकि बंद हो। अब ऐसे छोड़ ना दीजिएगा ना, आपकी मेमोरी खा जाएगा ये। तो ओके, तो ये इन्फिनाइट लूप बेसिकली क्या होता है कि इन्फिनाइट बार ये रन होता रहता है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं क्या करूँ, इसको मैं ऐसे डाल देता हूँ कंडीशन। मैं क्या चाहता हूँ कि 5 बार प्रिंट हो और ये जो कंडीशन है फॉल्स हो जाए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इसे रीअसाइन कर सकता हूँ। जैसे मैंने बोला इसे प्रिंट करो, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने वेर आई बना दिया, आई इक्वल यहाँ पे 1 ऐसे कर देता हूँ। ओके, आई पहले से बन चुका है तो आई 2 कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, आई 2 को क्या इंक्रीमेंट कर दिया। अब मैंने एंड में क्या करा, यहाँ पे मैं इफ स्टेटमेंट लगा सकता हूँ, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ मैं इफ स्टेटमेंट लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने बोला इफ जो कंडीशन है या जो आई 2 है वो बराबर हो जाती है 3 के, तब क्या करो, तब काउंट को कर दो फॉल्स, ऐसे कर दिया मैंने। अब क्या होगा, अब मैंने यहाँ पे एक अलग काम करा, मैंने यहाँ पे क्या करा, आई 2 को 1 कर दिया। तो ये क्या होगा, ये कंडीशन अभी ट्रू है, ये प्रिंट हुआ, आई 2 क्या हो चुका है, वे 1। अब ये आई जो है आई 2 वो 2 हो चुका है। तो अब ये इफ में आया, इसने देखा क्या आई 2 जो 2 है वो 3 के बराबर है, नहीं। तो ये क्या होगा कि इसके कोड का अंदर वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ये वापस से इन्फिनाइट प्रिंट करेगा। अब ये आई 2 चेक करेगा, अब ये क्या आई 2 जो था 2 था, अब ये 3 हो चुका है। अब इसके अंदर चेक करेगा कि क्या जो 3 है, आई 2 क्या है 3, क्या 3 बराबर है 3 के, हाँ ये ट्रू है, तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जो काउंट मैंने ट्रू बनाया था इसे मैंने अब रीअसाइन करके फॉल्स कर दिया। अब ये फॉल्स हो गया। अब जब ये यहाँ पे आएगा, अब ये फॉल्स हो चुका है, तब इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर आपने इन्फिनाइट लूप लगाया तो इसके अंदर आप कंडीशंस लगा के कंट्रोल कर सकते हैं उसे। इन्फिनाइट से आप उसे फाइनाइट बना सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ कि 2 बार इन्फिनाइट प्रिंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो प्रोग्राम था, जो लूप था, वो एग्जिट कर गया, लूप जो है वो बंद हो गया। तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा था कि ये प्रिंट होता जा रहा था, क्योंकि ये इन्फिनाइट लूप था, इसके अंदर जो कंडीशन थी वो हमेशा के लिए ट्रू थी, इस वजह से प्रिंट होता जा रहा था। तो फॉर नाउ मैं इसे ऐसे कर देता हूँ और इसको हटा देता हूँ। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो इसे हटा देता हूँ मैं। तो हम लोगों ने देख लिया इन्फिनाइट लूप क्या होता है, आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है द कंडीशन विल बी ऑलवेज ट्रू एज काउंट इज ट्रू, सो द व्हाइल लूप विल रन इनफिनाइट टाइम्स। ओके, तो इनफिनाइट मैंने 2 बार लिख दिया। एनीवेज, मल्टीपल कंडीशंस व्हाइल लूप। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल कंडीशंस वाले व्हाइल लूप देखेंगे। जैसे सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मल्टीपल कंडीशंस व्हाइल लूप। अब हम लोग व्हाइल लूप में क्या करेंगे, मल्टीपल कंडीशंस डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल बनाता हूँ, वेर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 4। मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल बना दिए। ओके, अब ये थोड़ा सा ऐसे क्यों लाइट कलर का रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इस ये जो व्हाइल लूप लगा है इसकी वजह से हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये इन्फिनाइट लूप है, ये होता ही रहेगा, तो ये यहाँ तक आ ही नहीं पाएगा। तो इसने ये डिटेक्ट कर लिया, इस वजह से ऐसा आ रहा है। तो इसे मैं क्या कर दूंगा, कमेंट आउट कर दूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये होता ही रहेगा। तो हमें इस कोड का जो इसके नीचे कोड लिखे हैं वो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे, तो इसे मैंने कमेंट आउट कर दिया। यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल बना लिए। अब मैं यहाँ पे व्हाइल लूप बनाऊंगा और यहाँ पे 2 कंडीशन डालूंगा। पहले कंडीशन मैंने डाल दी कि इज स्मॉलर देन 4 और एंड लगा के बी इज ग्रेटर देन 4। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए को मैं बढ़ा देता हूँ, इंक्रीमेंट कर देता हूँ पहले ही, और प्रिंट कर देता हूँ ए को, ऐसे नहीं, ऐसे। और मैं क्या करूंगा कि जो बी है उसे घटा दूंगा। मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा किसको, बी को। मैंने यहाँ पे क्या करा, बेसिकली यहाँ पे 2 कंडीशंस डाल दी मैंने, ये डाल दिया और ये डाल दिया। अगर मैंने एंड लगाया तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर इन दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इसको मैं बताता हूँ कैसे। ए अभी 0 है तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। बी 4 है, क्या 4 जो है वो बड़ा है 4 से,
क्या 4 बड़ा है 4 से, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। अगर मैं इसे रन करूँ तो क्या इस कोड का जो अंदर वाला कोड है क्या ये एग्जीक्यूट होगा, तो ये देखते हैं होता है कि नहीं। तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपने देखा 11 आया, जो मैंने ऊपर 11 लिखा था प्रिंट वाला, ये जो था इसके ऊपर ये 11 आ रहा है। तो ये क्या हुआ कि इसने देखा कि इज मॉडल द फोन, हाँ ये तो ट्रू है, बट ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये इसके अंदर ही नहीं आया, हमारा लूप यहीं पे खत्म हो गया। तो अगर एंड लगा रहे तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी ये लूप के अंदर जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसे 0 कर दूंगा। अब ये दोनों ही कंडीशन ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ए इज इक्वल से 0 डाला है, 0 4 से छोटा है, और बी इज इक्वल से 4 डाला है, और बी यहाँ पे 0 से बड़ा है। तो ए जो है 0 से 1 होगा, फिर ये प्रिंट हो जाएगा, बी 4 से 3 होगा और ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये होता रहेगा और उसके अकॉर्डिंग काम होता रहेगा। इतना तो आपको आ गया होगा अब तक। तो इसे मैं सीधे रन करता हूँ, तो इसका आउटपुट मिलेगा क्या, अगर मैं ऊपर आऊँ तो ये जो 1 है ये ए वाला है, फिर ये जो था 0 था तो 1 हुआ, और ये 4 था तो ये 3 हुआ, फिर वो 1 से 2 हुआ, 3 से 2, और वो जो 2 था वो अब 3 हो चुका है, और 2 जो था वो 1 हो चुका है, और वो जो 3 था वो 4 हो चुका है, 1 0 हो चुका है। तो ये भी ऐसे वर्क करता है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस भी हम लोग लगा सकते हैं व्हाइल लूप के अंदर। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ जो व्हाइल लूप था हमारा, व्हाइल लूप भी अब खत्म होता है। फॉर लूप देख लिया, व्हाइल लूप देख लिया। अब देखते हैं कि डू व्हाइल लूप क्या होता है। तो अगर मैं डू लिख दूं यहाँ पे, और यहाँ पे वाइल वाइल लूप डॉट डॉट, अब देखते हैं कि डू वाइल लूप क्या होता है। तो वाइड मेन फंक्शन हो गया ये। वाइल और डू वाइल लूप दोनों सिमिलर है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है और कुछ नहीं। अगर मैं सीधे आऊं नोट्स में, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डू वाइल लूप इज सेम एज वाइल लूप बट द कोड्स इन डू ब्लॉक गेट्स एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन टाइम्स नो मैटर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा डू वाइल लूप सेम एज इट इज किसकी तरह वर्क करता है, वाइल लूप की तरह। बट ये डू वाइल लूप के अंदर जो भी मैंने कोड डाला है वो एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। फर्क नहीं पड़ता कि जो वाइल के अंदर मैंने कंडीशन डाली है वो ट्रू है या फॉल्स। तो अगर जो मैंने वाइल के अंदर कंडीशन डाली है वो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स, कुछ भी हो, हमारा जो कोड है, जो मैंने डू वाइल लूप के अंदर कोड लिखा है, वो एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। एज फर्स्ट द डू ब्लॉक्स कोड्स आर एग्जीक्यूटेड देन द कंडीशन इज चेक। क्योंकि डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले मैं इसे बना देता हूँ सीधे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि इंट आई इक्वल टू 0 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, डू वाइल लूप बनाऊंगा। डू वाइल लूप के लिए ऐसे डू लिखना पड़ता है, और वाइल के लिए यहाँ पे ऐसे वाइल लिखना पड़ता है, यहाँ पे कंडीशन लगा देनी होती है। तो आई इज इक्वल टू ग्रेटर देन, आई मीन ग्रेटर देन 5 लगा देता हूँ। तो डू वाइल है तो पहले डू और वाइल। तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं इसे क्या करूँ, यहाँ पे आई को ऐसे ऐसे बढ़ा दूँ और प्रिंट कर दूँ आई को, और यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। अब डू मतलब क्या होता है, करो, फिर क्या है यहाँ पे वाइल कंडीशन चेक कर रहा है। तो ऐसे ही पता चलता है, डू मैंने पहले ही बोल दिया करो, उसके बाद क्या करो, कंडीशन चेक करो। मैंने बोला करो जब तक ये कंडीशन ट्रू है, तो करो पहले आ रहा है, मीन्स ये पहले ही कर देगा, ये कंडीशन यहाँ पे नहीं दिखेगा। ये नीचे से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। इसने क्या करा, बोला करो, तो यहाँ पे अंदर ही आया, इसने ये कर दिया जो भी कोड लिखा। अब इसके बाद ये कंडीशन पे आया, अब ये यहाँ पे चेक करा कि क्या ये कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू होगा तो ये वापस से ऊपर जाएगा, एग्जीक्यूट होगा। बट अगर फॉल्स हुआ तो यहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, आई मीन एग्जिट हो जाएगा। तो अगर हम लोग डू वाइल लूप यूज कर रहे हैं तो कंडीशन अगर वाइल लूप के अंदर फॉल्स है, फिर भी हमारा जो डू का कोड है वो एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। जैसे फोन मैंने यहाँ पे आई इक्वल टू 0 करा है, फिर मैंने बोला आई को बढ़ा देना, 1 कर देना, और इसे प्रिंट कर देना, तो ये इतना काम हो जाएगा। अब ये करने के बाद ये यहाँ पे आएगा, अब ये कंडीशन चेक करेगा, क्या आई इज ग्रेटर देन 5, क्या जो 0 था अब ये 1 हो चुका है, क्या 1 ग्रेटर देन 5 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इसके बाद क्या होगा, ये लूप एग्जिट कर जाएगा। तो ये कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी हमारा जो कोड है ये वाला, ये एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि ये डू के अंदर है। तो ये पहले होगा, कंडीशन बाद में चेक होगी। तो आपने देखा यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया और लूप एग्जिट हो गया। ओके, तो डू वाइल लूप बेसिकली यही होता है, पहले काम हो जाता है हमारा, फिर कंडीशन चेक होती है। बाकी मैंने यहाँ पे भी वही लिख रखा है। अब फॉर इन लूप विद लिस्ट, अब हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर इन लूप होता है वो देखेंगे लिस्ट के साथ। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे फॉर लूप विद लिस्ट डॉट डॉट, यहाँ पे void मेन फंक्शन, और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई नेम्स की, और यहाँ पे मैं स्टीव डाल देता हूँ इसके अंदर, और जैसे मैंने डाल दिया इसके लूकास, देन इसके अंदर एल
ओके, यहाँ पे मैंने कुछ नेम्स की लिस्ट बना दी है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे फॉर, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, अब इसके अंदर जो भी हमें करना है वो, बट सबसे पहले इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके अंदर मैं अगर ऐसे लिख दूं, मैं लिख दूं वेर, और यहाँ पे लिख दूं नेम इज नेम्स, मैंने इतना करा। अब फिर मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर मैंने प्रिंट कर दिया जो भी हमारा नेम वो। ओके, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ पे इज नहीं, ये इन होगा ऐसे। तो यहाँ पे मैंने ये क्या कर दिया, अभी हम लोग फॉर लूप के अंदर क्या कर रहे थे, कंडीशन डाल रहे थे, कंडीशंस डाल रहे थे, फिर यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर रहे थे जो भी करना हो। बट यहाँ पे मैंने कंडीशंस की जगह ये डाल दिया, ये क्या है, मैंने बोला वेर नेम, यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या करा, एक वेरिएबल बना दिया, बट उसे असाइन नहीं करा, उसके अंदर कुछ नहीं डाला। मैंने बोला वेर नेम इन नेम्स, तो ये जो नेम है वो एलिमेंट की तरह ऑफर करेगा। मैंने बोला इन नेम्स, मैंने बोला नेम्स के अंदर नेम, नेम क्या एलिमेंट, ये जो एलिमेंट्स है ये, तो ये नेम्स के अंदर जाएगा, स्टीव देखेगा, स्टीव को उठा के नेम में डाल देगा, वो प्रिंट हो जाएगा। अब ये वापस से जाएगा, अब फिर नेम्स के अंदर ये दूसरा वाला देखेगा, दूसरा वाला उठाएगा नेम के अंदर डाल देगा, नेम के अंदर, और वो प्रिंट कर देगा। फिर ये वापस से जाएगा, अब ये एल देखेगा, एल उठाएगा नेम में डाल देगा, नेम प्रिंट हो जाएगा। अब ये जब वापस से जाएगा, वापस में जाएगा, तो अब इसके अंदर नेम्स के अंदर कुछ एलिमेंट नहीं मिले, तो यहाँ पे ये लूप एग्जिट कर जाएगा। तो जब तक लिस्ट के अंदर कुछ जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे कि एक एक करके इसमें आते जाएंगे, और उसे हम लोग प्रिंट करते जा रहे हैं। तो जब तक सारे जो एलिमेंट्स हमारे वो खत्म नहीं हो जाते, तब तक ये लूप क्या होता है कि रन करता रहता है। अगर मैं इसे रन करूं तो हमें क्या होगा कि एक एक करके जो लिस्ट के आइटम्स हैं हमें ऐसे प्रिंट होके मिल जाएंगे। तो अगर आप इंडेक्स का यूज नहीं करना चाहते हैं, आप सीधे ऐसे एलिमेंट जो हैं वो प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप इसका यूज ऐसे कर सकते हैं। तो आपने देखा स्टीव प्रिंट हुआ, लूकस प्रिंट हुआ, और एल प्रिंट हुआ, तो हम लोग ऐसे इसका यूज कर सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे लिखा ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेम्स गेट्स स्टोर्ड इन नम वन बाय वन, तो नेम जो नेम है इसके अंदर जो सारे एलिमेंट है एक एक बार क्या होते हैं, एक एक करके स्टोर होते हैं, वही मैंने ऐसे प्रिंट कर दिया। तो अब नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं क्या है, फॉर इन लूप विद मैप। अब हम लोग क्या देखेंगे कि फॉर इन लूप देखेंगे मैप के साथ। तो मैं इसका नाम क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा सब बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि मोर इन लूप्स कर देता हूँ। मोर इन लूप्स मीन जो लूप्स हैं उसके अंदर कुछ और टॉपिक्स। तो ये जो पहला वाला टॉपिक था ये क्या था, ये था फॉर इन लूप विद लिस्ट। ओके, अब दूसरा देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक क्या है। तो जो दूसरा टॉपिक है वो है फॉर, फॉर इन, ये भी है, लूप है, विद मैप। अब हम लोग मैप के साथ देखते हैं कि मैप के साथ ये हम लोग फॉर इन लूप जो है उसको कैसे वर्क कर सकते हैं, उसका कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मैप बनाना है, तो मैप कैसे बनता है, यहाँ पे लिखना पड़ता है मैप, और यहाँ पे एज लिख देता हूँ, एम्प्लॉयमेंट्स जो है एम्प्लॉयज उनकी एज। तो यहाँ पे माइक लिख दिया मैंने, और इसकी एज मैंने डाल दी 28, और मैंने क्या करा, डस्टिन बना दिया, और इसका एज मैंने कर दिया 20। यहाँ पे मैंने क्या करा कि एक मैप बनाया, इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं की वैल्यू पेयर्स में। ओके, अब मैं क्या करूंगा, फॉर का यूज करूंगा, और यहाँ पे क्या करूंगा, ऐसे कर देता हूँ। अभी हम लोग बोले थे फॉर वेर नेम इन नेम्स, अब हम लोग क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे वेर की इन ए एम पी एज डॉट कीज, और इसे क्या कर दूंगा, यहाँ पे सिंपली मैं की को प्रिंट कर दूंगा। अब मैंने क्या करा, तो ये ए एम पी एज ये ऐसे होगा। तो एमपीए जो डॉट की जो था प्रॉपर्टीज ये क्या करता था कि जो भी हमारा मैप है उसके सारे जो कीज होते हैं उसे दे देता। अब ये जो की है आप इसका नाम कुछ भी कर सकते हैं, आप इसे के कर सकते हैं, जे कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं। तो क्या होगा कि ये जो ये मैप है इसकी सारी कीज हमें यहाँ से मिल जाएगी। अब क्या होगा कि ये इसके अंदर आएगा, यहाँ पे जो कीज हैं ये सारी कीज हमें मिल जाएंगी, फिर वो कीज एक एक करके की में स्टोर होगी, और हमारी जो की है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये ऐसे वर्क कर सकते हैं हम लोग मैप के साथ इसका। अब सेम ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज का वैल्यू अगर गेट करना है तो उसे भी कर सकते हैं। तो की जगह इसका नाम मैं डाल देता हूँ वैल्यू, और यहाँ पे कर दूंगा वैल्यूज, ताकि हमें सारी वैल्यूज मिल जाए, और यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा ऐसे। अब मैं इसे सीधे रन करता हूँ तो सारी कीज प्रिंट हो जाएंगी, फिर सारे जो हमारे वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। तो इसे मैंने रन करा तो इसका आउटपुट हमें देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या मिला हमें, इसके जो कीज थे, इसके कीज क्या थे, माइक और डस्टिन, और इनका जो वैल्यू क्या था 28 और 20, ये भी हमें ऐसे मिल गया। ओके, तो इसको मैं नीचे लाता हूँ वापिस। तो हम लोगों ने देख लिया कि मैप के साथ हम लोग फॉर इन लूप का कैसे यूज कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो मैं नोट्स में आता हूँ, यहाँ पे मैंने इसे एक्सप्लेन करके लिख दिया, कोड भी लिख दिया। फॉर ईच लूप विद लिस्ट फॉर सिंगल लाइन टास्क। अब मैं क्या करता हूँ कि अब हम लोग देखेंगे क्या, फॉर ईच लूप देखेंगे। अब ये फॉर ईच लूप क्या था ये देखते हैं। फॉर ईच लूप विद लिस्ट, या मैं क्या करता हूँ कि फॉर ईच लूप जो है वो एक अलग सा टॉपिक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक फॉर ईच वाला बना लेता हूँ। फॉर ईच लूप क्योंकि ये दूसरा लूप है, दूसरे टाइप का लूप है, तो वहाँ पे void मेन, यहाँ पे मैं फॉर ईच लूप होता है वो बताऊंगा। तो फॉर ईच लूप क्या होता है, यहाँ पे लिस्ट के साथ हम लोग काम करेंगे फॉर ईच लूप का। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एफ लिस्ट बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कुछ एलिमेंट्स डाल दूंगा। तो है, ये दूसरा टाइप का है, और ये तीसरा टाइप का है, और आप जितने चाहे बना दें। फॉर नाउ मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दिया जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स डाल दिए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा एफ लिस्ट डॉट फॉर ईच। फॉर ईच मैंने ऐसे कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा सा बेटर दिखे इस वजह से मैं इसको मल्टीपल लाइन का बना देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। और मैं क्या करूँगा कि इसको मैं क्या करूँगा, ये जो है इसे मैं ऐसे हटा देता हूँ और इसको ऐसे करूँगा। हालांकि आप इसे पूरा कर भी सकते हैं यार, मैं ऐसे लिख ही देता हूँ ना, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। तो सीधे ईच ऐसे लिखना है, फिर क्या करना है, ऐसे करूँगा, और ये जो अपने आप से आ गया इसको हटा देता हूँ और एंटर लगाता हूँ। एंटर के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा आइटम्स, और यहाँ पे ये एरो वाला ऐसे लगाऊंगा, यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट, यहाँ पे आइटम्स। ओके, और यहाँ पे इसके बाद मुझे ऐसे कर देना है। तो ये क्या है, ये है फॉर ईच लूप। अगर मैं नोट्स में आऊँ तो यहाँ पे मैंने लिखा है ये जो आइटम्स हैं, आइटम्स के अंदर क्या होंगे, ये जो लिस्ट है इसके के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर क्या होगा कि वो प्रिंट हो जाएगा, एलिमेंट्स गेट स्टोर हेयर ऑफ लिस्ट वन बाय वन। और यहाँ पे लिखना होता है कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि जो लिस्ट है फॉर ईच आइटम्स, हर एक आइटम के लिए क्या करो, उस आइटम को यहाँ पे प्रिंट कर दो। अब उस आइटम को आप प्रिंट कर सकते हैं, जो मर्जी आप चाहे कर सकते हैं, बट वो वन लाइन में होना चाहिए। अगर मैं ऐसे कर दूं प्रिंट, तो यहाँ पे जो है ये वाला प्रिंट ऐसे वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये वन लाइनर है। आपको वन लाइन में जो भी काम करना वो करना होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है कि प्रिंट करना है अगर फॉर ईच लूप से आइटम्स को, तो आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि जो ये जो लिस्ट है इसके एक एक आइटम्स में स्टोर होंगे, फिर मैंने इसी आइटम को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब ये आइटम्स लिखे हैं, आइटम लिखे हैं, आई लिखे हैं, आई टी लिखे हैं, आपकी मर्जी। तो फॉर नाउ आइटम्स लिख देता हूँ। तो फॉर ईच लूप ऐसे ही वर्क करता है। मैं इसे रन करता हूँ तो हमें इसका भी आउटपुट मिल जाएगा। तो अगर मैं नीचे आऊँ थोड़ा सा, तो पहले मिलेगा है ही, फिर है ही, फिर ये वाला है ही। तो तीनों टाइप के है ही हमने प्रिंट कर दिया फॉर ईच लूप से। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो अगर मैं नीचे आता हूँ, तो अब फॉर ईच लूप विद मैप। अब हम लोग फॉर ईच लूप जो है वो मैप के साथ देखते हैं कि मैप के साथ कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉर ईच लूप विद मैप, और इसे कॉपी करके मैं क्या करूँगा, कमेंट आउट यहाँ पे आप लोगों के लिए ऊपर लगा दूंगा यहाँ पे, और इसे मैं मैप की जगह क्या कर दूंगा, लिस्ट। अब हम लोग मैप के साथ देखते हैं कि जो काम हमने करा ये मैप के साथ कैसे कर सकते हैं। तो मैप एफ मैप इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ मैप बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैंने की डाल दिया, यहाँ पे डाल दी वैल्यू, ऐसे मैं की वैल्यू लिख दे रहा हूँ, आप जो चाहे जो करें। तो ये वाला की हो गया, ये हो गया वैल्यू, वाओ। ओके, तो ये मैंने ऐसे कर दिया। ओके, यहाँ पे मैंने एक मैप बना लिया जिसके अंदर दो एलिमेंट है। अब मैं लिखूंगा एफ मैप डॉट फॉर ईच। ओके, अब आपने देखा कि यहाँ पे हमें इसका ऐसे मिल गया, तो इसको बस मैं ऐसे एरो लगा दूंगा और यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा क्या, जो भी हमारी की होगी। तो पहले मैं की को ऐसे प्रिंट कर दूंगा, फिर क्या करूंगा कि उसका जो वैल्यू है उसे एरो के बाद ऐसे प्रिंट कर दूंगा, और क्या करूंगा यहाँ पे एन पे ऐसे लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे ऐसे एक लाइन में भी कर सकते हैं, आप दो लाइन में भी कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा तो ये मल्टीपल लाइन वाला बन जाएगा। तो आप जैसा देखना चाहें आप वैसे कर सकते हैं, आपको जिसमें भी बेटर देगा। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे जो की होती है, की में क्या होता है कि जो भी हमारा मैप है उसकी कीज स्टोर हो जाती है एक एक करके, वैल्यू में इसकी वैल्यूज स्टोर हो जाती है। फिर मैंने क्या करा, की को प्रिंट करा, वैल्यू को प्रिंट करा। तो हम लोग मैप के साथ इसको ऐसे ही वर्क कर सकते हैं, सेम ऐसा ही है, कुछ डिफरेंसेस नहीं, बस यहाँ पे की वैल्यू आ गई क्योंकि हमें की भी डालना है और वैल्यू भी। तो आपने देखा की वैल्यू यहाँ पे आ गई और की वैल्यू ये भी आ गई। तो मैप के साथ भी हम लोग इसे ऐसे कर सकते हैं फॉर ईच का लूप।
अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट इंडेक्स ऑफ लिस्ट आइटम्स अलोंग विद आइटम बाई डॉट एज मैप। अब हम लोग डॉट एज मैप से क्या करेंगे, अब हम लोग जो लिस्ट है, लिस्ट के आइटम हम लोग प्रिंट करेंगे उसके इंडेक्स के साथ डॉट एज मैप फंक्शन से। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं इस वाले में बनाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा अलग सा टॉपिक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इंडेक्स ऑफ लिस्ट आइटम्स along with item by dot as map। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बनाऊंगा एक लिस्ट। तो यहाँ पे आई लिस्ट बना देता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 0, देन यहाँ पे 1 और यहाँ पे बना दूंगा मैं 2। तो यहाँ पे एक लिस्ट बना दी। अब मैंने लिखा आई लिस्ट डॉट एज मैप, ऐसे कर दिया मैंने। डॉट एज मैप क्या है, एक फंक्शन है। इसके बाद लिखा फॉर ईच। अब मैं क्या करूंगा कि इसको ऐसे करके, जैसे उसके लिए हम लोग ने करा था सेम एज इट इज, और इसको मैं क्या करूंगा एंटर करके थोड़ा सा नीचे लाता हूँ यहाँ पे दूसरे वाले लाइन में। और मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक सेमीकोलन। सीधे नोट्स में चलते हैं, देखते हैं मैंने नोट्स में क्या लिख रखा है। तो नोट्स में आते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे डॉट एज मैप का फंक्शन के बारे में बताया। ये क्या करता है, मेक्स लिस्ट टू वर्क एज मैप। तो ये जो लिस्ट होता है उससे ये क्या कर देता है ना, डॉट एज मैप फंक्शन उसे एक मैप की तरह वर्क करता है। जैसे द मैप यूजेस द इंडिसेस ऑफ लिस्ट एज कीज एंड इट्स एलिमेंट्स एज वैल्यूज। तो ये लिस्ट को क्या कर देता है ना, एज मैप फंक्शन इसे ऐसा बना देता है कि एक जैसे मैप हो गया। अब मैप में क्या होता है, की होता है और वैल्यू होता है, बट यहाँ पे की वैल्यू नहीं होती, यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं। बट क्या होगा ना, डॉट एज मैप का जब हम लोग फंक्शन ये यूज कर रहे हैं तो ये क्या करेगा कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के इंडेक्सेस को क्या करेगा, की तरह यूज करेगा, और उसका जो एलिमेंट है उस जगह पे जो एलिमेंट है उससे वैल्यूज की तरह यूज करेगा। जैसे 0 जो है वो 0 इंडेक्स पे है, तो 0 जो इंडेक्स है वो हो गया की, और इस 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हो गई वैल्यू, जो एलिमेंट है वो होगी वैल्यू। ठीक 1 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वो वैल्यू हो जाएगी, और जो 1 इंडेक्स है वो हो गया की। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूं प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख दूं इंडेक्स जो है हमारा, तो इसे मैं इंडेक्स कर देता हूँ यहाँ पे ताकि अच्छे समझ आए। तो इंडेक्स कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एलिमेंट कर देता हूँ या आइटम कर देता हूँ। तो मैं बोलूंगा इस इंडेक्स पे है ये वाला आइटम, और ये होगा प्रिंट, ना कि प्रिंट। मैं प्रिंट पता नहीं क्यों लिख देता हूँ एनीवेज। तो अब मैं क्या करूंगा, अभी से रन करते हैं। अब आप देखेंगे क्या होगा, तो ये जो 0 था, 0 का जो इंडेक्स था वो क्या हुआ, इंडेक्स में स्टोर हो गया, और इसका जो एलिमेंट था वो आइटम में, फिर क्या हुआ वो प्रिंट हुआ। फिर ये 1 पे आया, 1 यहाँ पे स्टोर हुआ, इसका जो आइटम था वहाँ पे ये हुआ, और यहाँ पे वो प्रिंट हो गया। तो ये ऐसे होता रहेगा जब तक जितने आइटम इसके लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। ये 0 इंडेक्स आया, उस पर जो वैल्यू है वो 1 इंडेक्स आया, 1 का आइटम, 2 इंडेक्स आया, यहाँ पे जो 2 है उसका आइटम। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो मैं नीचे आता हूँ, ओके, थोड़ा सा ऊपर। और अब देखते हैं फॉर ईच लूप फॉर मल्टी लाइन टास्क। अब हम लोग जो फॉर ईच लूप होता है वो मल्टी लाइन के लिए देखते हैं। तो फॉर ईच लूप यहाँ पे था, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ सिंगल लाइन में ऐसे लिख पा रहे थे, बट हम लोग मल्टी लाइन में कुछ करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ ये प्रिंट हो, हम उसके अलावा भी कुछ काम करना चाहते हैं। तो वो कैसे करें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि वो भी हम लोग देख लेते हैं कि वो कैसे होता है। तो फॉर, यहाँ पे फॉर लिख देता हूँ, ईच लूप फॉर मल्टी लाइन टास्क, टास्क। ओके, यहाँ क्या करूंगा कि लिस्ट बनाऊंगा। तो एम लिस्ट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 10 20 30। यहाँ पे एक लिस्ट बना ली। अब मैंने लिखा एम लिस्ट डॉट फॉर, जैसे सेम एज इट इज लिखते थे वैसे। और मैं क्या करूंगा कि इसको एंटर करके नीचे ले आऊंगा ऐसे, और इसको ऐसे कर दूंगा। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि अब ये तक हम लोग क्या कर रहे थे, ये जो आता है तो ये पहले से ये जो ब्रेसेस आ जाते हैं इसको हटा के हम लोग क्या कर रहे थे कि ये जो एरो है ये लगा रहे थे। ये कब एरो हम लोग कब लगाएंगे, जब हम लोग सिंगल लाइन में कुछ करना चाहते हैं। और हम लोग ब्रेस कब लगाएंगे, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस सेम एज इट इज ऐसा ही। अगर मैं यारा दिखाऊं तो यहाँ पे आइटम जैसे था सेम, नीचे अगर आप नीचे आए तो मैं नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे आइटम्स की जगह यहाँ पे एलिमेंट्स लिख दिया, मैं आइटम्स भी लिख सकता हूँ, मैंने आइटम्स लिख दिया। सेम आइटम्स ऐसे ही है, यहाँ पे बस एरो लगा था, उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट करा था। तो एरो जब आप लगा रहे हैं तो बस आप सिंगल लाइन में कुछ कर सकते हैं, बट आप एरो की जगह अगर ब्रेसेस लगा रहे हैं तो आप मल्टी लाइन में काम
कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टी लाइन में कुछ कर सकते हैं। जैसे एक लाइन से ज़्यादा मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आइटम को प्रिंट कर दिया, जो भी आइटम हमारा उसे प्रिंट करा। अब मैं क्या करूँगा, आइटम कर देता हूँ इसे आइटम, और यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ। और मैं क्या करूँगा, आइटम के साथ ही साथ मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो आइटम है उसे प्लस कर दूंगा, किससे, उसको प्लस ऐसे लिखूंगा और आइटम ऐसे लिखूंगा। और मैं क्या कर दूंगा, इसके जो आइटम्स हैं उसको मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा आइटम प्लस आइटम, प्रिंट यार, प्रिंट। ओके, तो इतना मैंने कर दिया। अब अगर मैं इसे रन करूं तो बस कुछ नहीं होता। ये जब हम लोग मल्टी लाइन में एक लाइन से ज़्यादा में कुछ काम करना चाहते हैं तब आपको ब्रेसेस यूज़ कर लेने, बस और कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या करा, आइटम को प्रिंट करा, फिर ये आइटम आइटम जो है ये 10 ऐसे प्रिंट होगा। और क्या होगा कि जो 10 था, यही 10 क्या होगा, 2 बार प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आइटम प्लस आइटम करा, आइटम क्या है 10, तो 10 प्लस 10 क्या हो गया 20। अब दूसरा एलिमेंट था 20, तो यहाँ पे 20 प्लस 20 आया, ये प्लस होके ऐसे मिल गया। ठीक वैसे 60। तो ये भी हो गया। तो हम लोग ने ये भी देख लिया कि ये कैसे वर्क करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेक एंड कंटिन्यू। अब ये ब्रेक एंड कंटिन्यू ये क्या होता है, तो मैं यहाँ पे एक ब्रेक और कंटिन्यू को बनाता हूँ। ब्रेक और कंटिन्यू डॉट डॉट, और यहाँ पे void मेन फंक्शन। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इंट i इक्वल से 0 बना देता हूँ, एक वेरिएबल वेरिएबल बना दिया। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, while i इज स्मॉलर देन और इज इक्वल्स टू 10। मैंने यहाँ पे एक कंडीशन डाल दी। मैंने अब क्या करा, मैंने आई को बढ़ा दिया। ओके, इतना काम कर दिया। अभी जब मैं इतना कर रहा हूँ तो इतना क्या होगा कि ये कंडीशन 0 है, तो ये कंडीशन अभी ट्रू है, तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और इसके नीचे जो हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कंडीशन डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे इफ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आई इज इक्वल टू 5। मैंने बोला जब आई 5 हो जाए तब क्या करूँ, अगर 5 जो आई है वो 5 हो जाए तब क्या करो, प्रिंट कर दो ब्रोक दी लूप या ब्रेक दी लूप। अगर मैं इसे ब्रेक कर दूं, या ब्रोक मीन्स मैंने यहाँ पे लूप को ब्रोक कर दिया, ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे कर दूंगा ब्रेक। अभी ब्रेक जो मैंने करा, ये ब्रेक क्या करता है, तो अगर मैं नोट्स में मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रेक द लूप मीन्स एग्जिट द लूप। तो ये क्या होगा, अगर मैं क्या करूँ, इसे सीधे रन करता हूँ। अगर मैंने जो कंडीशन यहाँ पे डाली है ये अगर मैं ना डालता और सिर्फ प्रिंट करता आई को, तो क्या होता, आई प्रिंट होता रहता है यहाँ पे 10 तक, 0 से स्टार्ट होता है 10 तक प्रिंट होता रहता है। बट मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे बोल दिया है कि ब्रेक कर दो लूप को जब आई 5 हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसके पहले इसको मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, किसको, आई को ऐसे प्रिंट कर देता हूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ तब ये समझ में आएगा। तो अगर मैं इसे अब फिर से रन करूँ, अब क्या होगा, अब आपने देखा पहले 0 था तो ये 0 प्रिंट हो गया। अब 0 जो था अब ये क्या हो चुका है 1, तो ये 1 हुआ। तो क्या 1 बराबर जो i है वो 1 हो चुका है। तो क्या i बराबर 5 क्या, नहीं, अभी ये फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो वापस से जाएगा। तो अब ये 1 हो चुका है तो 1 होगा, 2 होगा, देन 3 होगा, देन 4 होगा। अब ये 4 प्रिंट करने के बाद i की जो वैल्यू है अब वो इसने इंक्रीमेंट ने 5 कर दी है। अब ये देखेगा कि क्या i बराबर है 5 के, तो हाँ ये कंडीशन अब ट्रू हो चुकी है, तो इसका कोड एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे इसने क्या करा, प्रिंट करा ब्रोक दी लूप, और यहाँ पे मैंने ब्रेक लिखा। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक क्या करता है, लूप को ब्रेक कर देता है, मीन्स एग्जिट कर देता है। तो ये क्या करेगा कि लूप को यहीं से खत्म कर देगा। अब ये वापस से यहाँ नहीं जाएगा, फर्क नहीं पड़ता कंडीशन क्या है, अगर आपने ब्रेक लगा दिया तो लूप ब्रेक हो जाएगा। ओके, अगर मैंने इसको हटा दिया, यहीं पे ब्रेक लगा दिया, तो लूप यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, कुछ होगा नहीं। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रेक, ऐसे कर दिया, इसको हटा दिया मैंने, अब क्या होगा, अगर इसे मैं रन करूं तो प्रिंट हो जाएगा आई। आई क्या था 0, और आई बढ़ गया, तो आपने देखा 0 प्रिंट हुआ और ये यहीं पे खत्म हो गया, लूप वापस नहीं गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया। मैंने बोला कि लूप को ब्रेक कर दो, लूप को अब रोक दो, एग्जिट कर दो लूप को, तो ये एग्जिट हो गया। तो ब्रेक बेसिकली क्या करता है, लूप को ब्रेक कर देता है। अब कंटिन्यू था, कंटिन्यू क्या करता है, तो कंटिन्यू के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक और स्टेटमेंट लगाता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट स्किपिंग स्किपिंग दिस आइटरेशन। आइटरेशन मीन्स जो बार बार हो रहा है वो, ओके, मीन्स एक पार्ट, जैसे एक जो आइटरेशन है वो स्किप कर देना। अब अगर मैं इसे सीधे रन करूं, अब देखते क्या हुआ। तो आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ
कि पहले 0 प्रिंट हुआ, फिर 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर जैसे ही i की जो वैल्यू 3 हो गई, यहाँ पे ये प्रिंट हुआ और उसके बाद क्या हुआ कि ये प्रिंट हुआ। स्किपिंग दी आइट्रेशंस मीन्स क्या हुआ कि जो ये वाला आइट्रेशन है, ये इसके बाद क्या होगा कि ये स्किप कर देगा, इसके नीचे जो होगा वो स्किप कर देगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ और ऐसे मैंने लिख दिया कि प्रिंट कर दो क्या i प्लस आई कर देता हूँ ऐसे। अब इसे अगर मैं रन करूँ, ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले 0 प्रिंट हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ कि ये नीचे आया, तो अगर ये 0 था तो अब ये 1 हो चुका है, तो यहाँ पे 0 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ कि i प्लस आई और इसको मैं क्या करूँगा ऐसे कर देता हूँ, ओके, और इसको मैं अलग कर दूंगा ऐसे, और इवन तो मैं क्या करता हूँ इसको सीधे अंदर डाल देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ i प्लस आई, ताकि हमें अच्छे से दिखे, तो जो नंबर है वो मिले ना। अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे पहले क्या था, i क्या था 0, तो ये 0 प्रिंट हुआ और i प्लस प्लस अब क्या हो चुका है, ये 1 हो चुका है, तो ये क्या हुआ कि 1 प्लस 1 2 हो गया, ओके। फिर क्या हुआ कि जो i था अब ये 1 हो चुका है, तो 1 प्लस 1 जो था वो 2 हो चुका था, और इसके नीचे जो मैंने प्रिंट लगाया है, यहाँ पे ये 0 प्रिंट हुआ था, फिर यहाँ पे क्या हुआ था कि जो ये वाला है ये 1 प्लस 1 2 हो गया था, अब ये वापस आया, अब ये 1 हो चुका है तो इसने 1 प्रिंट करा, और ये अब 2 हो चुका है तो यहाँ पे इसने 2 ऐसे प्रिंट कर दिया, 2 प्लस 2 करा, अब ये 4 हो चुका है। अब जब ये थर्ड पे आया मीन्स जो ये 3 हो गया था, तो अगर मैं नीचे आऊं तो इसने क्या करा था कि 3 वाला जो था उसे इसने क्या कर दिया, उसने स्किप कर दिया, तो आपने देखा 0 जो 1 था वो प्रिंट हो गया, 2 मिला, और जो 2 था 2 प्लस 2 क्या हुआ 4 मिला। अब जब ये 3 पे आया तो इसने 3 वाले के लिए एग्जिट कर दिया। सो बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपने कंटिन्यू लगाया है तो जो भी आपने कंडीशन के अकॉर्डिंग लगाया, अगर आपने कंटिन्यू लगाया तो उसके बाद जो भी कोड होगा वो स्किप हो जाएगा, मीन्स इसके बाद जो भी कोड होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो स्किप हो जाएगा। तो अगर आपने कंटिन्यू लगाया तो मीन्स सही हुआ कि ऊपर अब तक जो करा वो कर दिया, अब क्या करो कि इस वाले लूप को अब इस वाले आइट्रेशन को स्किप कर दो, मीन्स इसके बाद जो है वो अब मत करना, अब तुम वापस से यहाँ पे आ जाओ, अब ये काम तुम फिर से कर दो। बेसिकली यहाँ पे यही हो रहा है। तो अगर मैं इसे हटा दूं, बाकी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कोड में नीचे आता हूँ, ओके, मैंने यहाँ पे लिखा इफ कंडीशन इज ट्रू देन कंटिन्यू स्किप द लूप्स आइट्रेशन फॉर दिस टाइम सो द कोड आफ्टर दिस डू नॉट एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे अगर कंडीशन वाली ट्रू हो जाती है तो कंटिन्यू कर दो, मीन्स ये वाला जो लूप का आइट्रेशन है, मीन्स इस वाला जो ये मैंने ब्लॉक लगाया इसके बाद अब जो भी कोड होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, ओके। तो कंटिन्यू बेसिकली क्या करता है, इसके बाद वाला जो होता है वो एक बार इसे स्किप कर देता है, तो इसने 3 वाले को स्किप कर दिया था, डायरेक्ट 4 वाले को करा था। तो यही होता है ब्रेक और कंटिन्यू। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ब्रेक क्या करता है लूप को ब्रेक कर देता है, कंटिन्यू क्या करता है एक बार जो आइट्रेशन होती है, मीन्स एक बार हुआ फिर 2 बार हुआ 3 बार हुआ तो आइट्रेशन हो रही हैं, तो यहाँ पे क्या करेगा कि कंटिन्यू आपने लगाया है तो उस आइट्रेशन को ये स्किप कर देगा, मीन्स इसके बाद जो भी कोड लिखा है उसे ये स्किप कर देगा, अब ये वापस से चला जाएगा। अब जब ये वापस से आएगा तब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो अब ये स्किप नहीं होगा, तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यू मीन्स स्किप हो जाएगा। सो इसी के साथ हमारा यह जो चैप्टर था ये भी हमारा फिनिश हो चुका है। यहाँ पे हमने लूप्स देखे और डिफरेंट टाइप्स के लूप्स देखे। सो आई होप आपको सारे के सारे टॉपिक्स आगे होंगे, बाकी मैंने अपना बस दिया आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बाकी नोट्स में तो मैंने सब कुछ लिख ही रखा है जो कि आपको समझ में आ ही गया होगा, ओके। सो इसी के साथ ये भी चैप्टर फिनिश होता है एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर। सो चैप्टर 8 अब स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ मैं खोल लूँगा अपने ब्राउजर में, यहाँ पे एंटर, और इसको मैं खोल लूँगा VS कोड में, तो इससे मैं ओपन करता हूँ VS कोड में। चैप्टर 8 है नल। नल मीन्स क्या होता है, कुछ नहीं, एम्प्टी मतलब कुछ नहीं, तो इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर का एंड होता है, मजाक कर रहा हूँ। तो चैप्टर 8 जो है वो है नल। अब हम लोग देखेंगे कि ये नल है, नल क्या होता है। तो नल मैं आपको एक बार बता चुका हूँ बट एक बार फिर से बताऊंगा। तो फॉर मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले नल, यहाँ पे मैं टॉपिक लिख देता हूँ ऐसे, या नल लिख देता हूँ, नल डॉट मैं यहाँ पे ऐसे डॉट लिख देता हूँ, ओके। और मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक वाइड मेन फंक्शन, वाइड मेन, और इसका साइज बढ़ाऊंगा ऐसे 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 ऐसे, इसको ऐसे कट कर देता हूँ मैं, और इसे मैं यहीं पे ऐसे रन करके छोड़ देता हूँ। और सीधे चलते हैं नोट्स पे, देखते हैं कि नल क्या होता है। नल मीन्स होता है एम्प्टी, नल मीन्स एम्प्टी मीन्स
कुछ नहीं, खाली लाइक व्हेन अ वेरिएबल इज क्रिएटेड बट नो वैल्यू असाइंड इन इट देन इट्स नल। तो जब हमने एक वेरिएबल बनाया बट उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली तो वो एक हुआ, वो क्या हुआ, वो हुआ नल। मीन्स उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, वो एम्प्टी है, तो क्या हुआ ना, वो नल। A null can be a big reason to crash your app, so null aware operators can solve this problem। तो अगर आपको पता है कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, फ्लटर के साथ मोबाइल एप्स डेवलप करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से कि आपने एक ऐप बनाया, ओके, आपने एक ऐप बनाया जिसमें क्या होता है कि यूजर ने एक नंबर डाला, आपको क्या करना होगा कि उस नंबर को किसी नंबर से क्या करना है, आपको ऐड करना है। या लेट्स से कि आपने उसमें एक नेम का टैग डाला और यूजर को उसमें नेम डालना है, और एक बटन डाला, या लेट्स से बटन डाला और उस बटन पे क्लिक करने से कुछ हो रहा है, बट यूजर ने क्या करा, यूजर ने उस नंबर उस नेम वाले ब्लॉक में कुछ नहीं डाला, उसने सीधे क्या कर दिया, बटन पे क्लिक कर दिया। अब आपने कोड में लिख रखा था कि उस नेम के साथ कुछ हो रहा है, बट यहाँ पे क्या करा कि उसने नेम ही नहीं डाला, वो एक नल हो गया। तो इससे आपका ऐप जो है वो क्रैश हो सकता है, तो यूजर आपका ऐप जो क्रैश भी करा सकता है। ओके, तो आपको इससे बचने के लिए आप नल नल अवेयर ऑपरेटर्स होते हैं उसका यूज कर सकते हैं। तो नल सेफ्टी और सेफ कॉल ये सब हम लोग देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले नल अवेयर ऑपरेटर्स, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिखूंगा नल अवेयर ऑपरेटर्स, नल अवेयर ऑपरेटर्स। नल अवेयर से मतलब क्या होगा कि नल से अवेयर मीन्स नल के बारे में हमें पता है कि ये नल हो चुका है, तो हम इससे अवेयर होना चाहते हैं, मीन्स इससे बचना चाहते हैं ऐसे। तो नल अवेयर कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, तो वही ऑपरेटर्स हम लोग देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला जो होगा वो होगा नल ऑपरेटर, जो कि ऐसे डबल जो क्वेश्चन मार्क होता है वो होता है। तो यही होता है क्या, नल ऑपरेटर। तो हम लोग सबसे पहले नल ऑपरेटर देखते हैं कि नल ऑपरेटर क्या होता है। तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ वेर एन इज इक्वल्स टू नल। ओके, तो ये क्या है, ये एक नल है क्योंकि मैंने एन के अंदर कुछ डाला नहीं, मैंने इसके अंदर नल डाल दिया, तो क्या हुआ, वो नल हुआ। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि ऐसे कर दूँ वेर एन, इसे ऐसे छोड़ दूँ, तो ये भी एक नल है और ये भी एक नल है, दोनों नल है। यहाँ पे मैंने एन के अंदर नल डाल दिया, अब इसके अंदर कुछ डाल दिया मैंने, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये एक नल नहीं है। अगर मैंने इसके अंदर नल डाल दिया तो ये एक नल है, और यहाँ पे मैंने क्या करा, इसके अंदर मैंने कुछ नहीं डाला मीन्स एम्प्टी, तो ये भी एक नल है। तो दोनों ही नल है। तो यहाँ पे मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, तो ये भी नल है, वो भी नल है। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट करता हूँ, प्रिंट और एन, यहाँ पे मैं लगाता हूँ 11 ऑपरेटर और 1। तो 11 ऑपरेटर क्या करता है, अगर मैं नोट्स में आऊँ तो यहाँ पे मैंने लिखा इफ वैल्यू एट लेफ्ट साइड, मीन्स ये जो लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज है एन, साइड ऑफ डबल क्वेश्चन मार्क जो लगाया मैंने, ये क्या है, नल ऑपरेटर। तो नल ऑपरेटर के साइड में, लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है वो अगर नल होती है तो देन इट रिटर्न्स दी वैल्यू राइट साइड ऑफ ये। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करता है ना कि जो मैंने यहाँ पे नल ऑपरेटर लगाया है, नल ऑपरेटर की जो लेफ्ट वैल्यू अगर वो नल हुई तो क्या होगा, जो राइट वाला है वो रिटर्न हो जाएगा। बट अगर जो लेफ्ट वाला वैल्यू है उसमें वो नल नहीं हुआ, वो कुछ है, तब यही वाला रिटर्न कर देगा। जैसे अगर मैं इसे रन करता हूँ, ओके, तो जब मैंने इसे रन करा तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 1। तो ये क्या करता है, लेफ्ट में देखता है, लेफ्ट में जो वैल्यू डाली है अगर वो नल हुई तो राइट वाला रिटर्न कर देगा, अगर लेफ्ट वाली नल नहीं हुई तो लेफ्ट ही वाली रिटर्न कर देगा। तो एन अभी के लिए क्या था, नल। तो इसने देखा कि जो लेफ्ट साइड में इसके नल ऑपरेटर के ये क्या है, नल, तो इसने क्या करा, राइट वैल्यू रिटर्न कर दी, और जो रिटर्न हुआ वो प्रिंट हो गया, यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। अब अगर मैं नल को 10 कर दूं, अब क्या होगा, अब इसे मैं रन करता हूँ, तो अब जब मैं इसे रन करूंगा तब हमें 10 प्रिंट होके मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसने देखा कि क्या नल ऑपरेटर के लेफ्ट वाला नल है, अगर नल नहीं है तो वही वाला रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो नल ऑपरेटर ऐसे वर्क करता है ये। तो इसे मैं वापस से क्या कर दूंगा, 1 की जगह इसे नल कर दूंगा। अब इसे मैं अगर रन करूंगा तो हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा 1, क्योंकि ये लेफ्ट साइड वाला नल है। तो नल ऑपरेटर ये होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे आगे लिखा है कि प्रिंट 10, अब बाकी मैंने ये आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं, इफ ऑल नल देन इट रिटर्न्स नल। अब यहाँ पे एक नल था और एक नल नहीं था, अगर दोनों ही नल हो, लेफ्ट में भी नल और राइट में भी नल, अब क्या होगा, अगर दोनों ही साइड नल है तो हमें नल रिटर्न हो जाएगा। तो आप अब देखेंगे कि ये नल प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट होगा, फिर नल 1 ऊपर वाला और ये नल ऐसे प्रिंट हो गया। तो अगर आपने दोनों साइड डाल दिए तो क्या करेगा, ये नल रिटर्न कर देगा। अब अगर मैं ऐसे करूं कि और लगा दूं, मैंने लिखा एन क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क, देन एन, देन यहाँ पे 20 लिख दिया मैंने, देन यहाँ पे 30 लिख दिया मैंने,
ऐसे कर दिया। मैंने क्या करा, यहाँ पे बहुत सारे लगा दिए। अब सीधे नोट्स में आते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, द क्लोजेस्ट नॉन नल वैल्यू एट राइट साइड गेट्स रिटर्न। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये चेक कर रहा है दोनों ही साइड नल है। लेफ्ट में इसने चेक करा कि दोनों ही साइड नल है, तो राइट वाली वैल्यू जाएगी। अब राइट वाली वैल्यू जो है कौन सी रिटर्न होगी, जो सबसे पास होगी। अगर 20 पास है तो 20 रिटर्न होगा, 30 पास है तो 30। तो यहाँ पे एन एन क्या है, नल है, तो ये राइट में चेक करेगा। तो राइट में इसने देखा 2 है, बट इसके पास में क्या है, इसके पास में 20, तो इसने 20 रिटर्न कर दिया। ओके, तो नल ऑपरेटर हो गया। अब दूसरा ऑपरेटर देखते हैं। दूसरा ऑपरेटर है नल अवेयर असाइनमेंट, जो कि होता है ऐसा। okay? अब देखते हैं हम लोग नल अवेयर असाइनमेंट ये क्या होता है। तो अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे एक नल बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, ये क्या है, नल। अगर मैं इसे प्रिंट करूं, इसका आउटपुट क्या आएगा, नल। ओके, अब मैं क्या करूं, अब मैं इसको अगर ऐसे करूं, ऐसे मैंने कर दिया ऐसे। ओके, अगर अब मैं इसे ऐसे करूंगा तो हमें एक एरर मिल रहा है। तो अगर मैं नीचे आऊं, यहाँ पे मैंने लिखा है इट असाइंस द गिवन वैल्यू इन इट ओनली ऑफ द वेरिएबल आई इज करंटली इन इट ओनली इफ द वेरिएबल आई इज करंटली नल। तो ये क्या करेगा ना, ये जो करता है इसका काम क्या होता है, इसको आगे ऐसे लगाना, ना कि आई के साथ ऐसे करना है। ओके, तो ये बेसिकली क्या करता है कि जो अगर यहाँ पे आई की वैल्यू जो है अगर वो नल है तो आई में क्या कर देगा, 5 डाल देगा। अगर आई के अंदर नल नहीं है तो क्या करेगा कि 5 नहीं डालेगा, जो है वही रहेगा, वही रहेगा। मैंने यहाँ पे वही लिखा है इट असाइंस द गिवन वैल्यू इन इट। जो मैंने इसकी वैल्यू जो डाली है ये 5, ये क्या करेगा, 5 को आई में डाल देगा अगर जो वेरिएबल है आई वो नल है, करंटली अगर वो नल है। तो अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे, अगर ऐसे प्रिंट करूँ आई को, ओके, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक एरर आ रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ, ओके, तो ये ऐसे होगा, स्पेस नहीं होगा, ऐसे होगा। अब इसे मैं अगर रन करूँ, तो रन करने पे क्या होगा, आई अभी क्या है, नल, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा उसके अंदर। तो आपने देखा उसके अंदर 5 आ गया, मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। बट अगर जो आई है वो नल ना हो, अगर मैं इसे 10 कर दूँ, क्या अब ये नल है, अब इसे मैं रन करता हूँ, तो आई के अंदर अब ये 5 नहीं आएगा, जो है ये वही रहेगा। तो ये आपने देखा जो है ये वही हो गया। तो अगर कोई वेरिएबल जो है वो नल है, अगर आपने ये जो नल अवेयर असाइनमेंट है उसका यूज करा है, तो अगर नल है कोई सा वेरिएबल तो उसके अंदर आपने जो भी वैल्यू यहाँ पे डाली है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इसे मैं बंद करता हूँ, आगे देखते हैं। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ऐसे इज इक्वल्स टू 6, अब प्रिंट करूँ मैं आई को, अब क्या होगा, 5 will not be assigned in it as variable I is currently not null। तो अगर मैं अब फिर से, मैंने ये वाला कोड का कह रहा है इसको फिर से लिख दिया, बट मैंने 5 कर दिया, क्या अब आई के अंदर 6 जाएगा, अब आई के अंदर 6 नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि आई के अंदर मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया है। और ये क्या करता है, ये तभी वाली वैल्यू किसी में डालता है अगर वो वाला वेरिएबल नल हो, बट ये नल नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया था। इस वजह से क्या होगा कि आई की वैल्यू जो है वो 5 ही रहेगी। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नल अवेयर एक्सेस। तो छोटा सा चैप्टर है, तो बाकी नल के बारे में जानना एक इम्पॉर्टेंट है। तो आप आगे जाके इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी जब आप ऐप डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे अब देखते हैं नल अवेयर एक्सेस। तो इसको मैं क्वेश्चन मार्क और डॉट, ये होता है नल अवेयर एक्सेस। ये क्या होता है, मैंने यहाँ पे एक नल बनाया, ओके, ये क्या है, नल। अगर मैं ऐसे लिखूँ प्रिंट ए डॉट इज इवन, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि जो ए वेरिएबल है क्या वो इवन है या ऑड। क्या ए इवन है कि ऑड है, ए ना ही इवन है ना ही ऐड है, क्योंकि आई मीन ऑड है, क्योंकि उसके अंदर मैंने कोई वैल्यू ही नहीं डाली है, मैंने उसको असाइन ही नहीं करा है। अब अगर मैं इसे रन कर देता हूँ तो क्या होगा, तो अगर मैंने इसे ऐसे रन करा तो हमें मिला एक एरर, वही मैंने नोट्स में लिख रखा है, एरर एज प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस कांट बी यूज ऑन नल बट ए इज नल एंड यूजिंग प्रॉपर्टी ऑन इट। तो जो प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं वो हम लोग किसी नल पे नहीं यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग किसी नल पे यूज कर रहे हैं तब हमें एक एरर मिलेगा। और अभी यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक क्या है, नल है, बट हम लोग उस पर प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे, इस वजह से हमें क्या मिला, एक एरर। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें बता नहीं रहा कि यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, ताकि हमें पता चल जाए कि हम लोग का एक एरर आएगा अगर हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसे ऐसे कमेंट आउट कर देता हूँ, इस चीज से बचने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं नल अवेयर एक्सेस। अगर मैंने ऐसे करा प्रिंट ए लिखा,
अब मैंने क्वेश्चन मार्क के बाद डॉट लिखा, अब लिखा मैंने इज इवन। अब क्या होगा, अब अगर मैं इसे रन करूं, क्या अब भी एरर आएगा? तो चलिए देखते हैं कि अब भी एरर आएगा कि नहीं। नहीं, अब हमारा एरर नहीं आया, इसने हमें एरर से बचा दिया। इसने हमें एरर से बचा के हमें नल प्रिंट करा दिया। एटलीस्ट एरर तो नहीं आया। अगर मान लीजिए आपने अपने ऐप में ऐसे कर रखा होता तो आपकी ऐप क्रैश हो जाती है, ऐसे एरर आ जाता। बट अगर हमने इसका यूज कर लिया तो आपकी ऐप जो है वो क्रैश नहीं होगी, एटलीस्ट क्रैश तो नहीं होगी, हमें वो नल रिटर्न कर देगा। तो अगर आपने इसका यूज करा नल अवेयर एक्सेस का, तो यहाँ पे क्या होगा, विल नॉट थ्रो एरर, इंस्टेड विल थ्रो नल एज यूजिंग यल ऑपरेटर नल अवेयर एक्सेस। तो अगर आप नल अवेयर एक्सेस कर रहे हैं तो हमें एरर नहीं मिलेगा, अगर किसी हम नल पे प्रॉपर्टी या फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पे लिखता हूँ नल सेफ्टी। अब नल सेफ्टी देखते हैं कि ये क्या होता है। तो ये क्वेश्चन मार्क होता है ऐसे। अब नल सेफ्टी देखते हैं कि नल सेफ्टी क्या होता है। अगर मैंने यहाँ पे इंड कर दिया और ठीक इंड के बाद मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आईडी कर दिया, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया, ये क्या है ये भी देख लेते हैं कि क्या है ये। तो इसे मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ, ये लास्ट टॉपिक है बाय द वे। तो ये जो क्वेश्चन मार्क ये क्या है, क्वेश्चन मार्क इंडिकेट्स दैट द वेरिएबल कैन बी नल, सो व्हेन प्रॉपर्टी और फंक्शन विल बी यूज्ड ऑन इट देन क्वेश्चन मार्क डॉट ऑपरेटर विल बी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे मैंने जो ये क्वेश्चन मार्क अगर लगा दिया मैंने किसी वेरिएबल के पीछे, उसके टाइप के आगे अगर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसे बोलते हैं नल सेफ्टी। तो अगर मैंने ये लगा दिया तो इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है कि जो वेरिएबल है वो नल भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने एक वार्निंग दे दी कि ये नल हो सकता है। तो जब हम इस पे कुछ प्रॉपर्टी या मेथड यूज करेंगे तब हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि अगर वो नल हुआ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली कि हम लोग बिना क्वेश्चन मार्क और डॉट के इसे यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ मैं आईडी। अब अगर मैं आईडी डॉट इज इवन ऐसे यूज करूँ, इज इवन ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, तो आपने देखा यहाँ पे एक एरर आ रहा है। बट ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हमें यहाँ पे एरर नहीं मिल रहा था, यहाँ पे हमें वार्निंग नहीं शो कर रहा था कि यहाँ पे हमें एक एरर मिलेगा। बट यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि ये एक क्या है, यहाँ पे मैंने सेफ कॉल लगाया, ठीक है, ये नल सेफ्टी लगाया मैंने। तो इससे क्या होगा कि जब तक हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तब तक हमें यहाँ पे एरर शो करेगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये नल हो सकता है, तो आप ये लगा लें वरना आपको एरर मिलेगा। तो ये अगर आपने नल सेफ्टी लगा दी, फिर अगर आईडी पे आप कोई सा प्रॉपर्टी या मेथड यूज कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क जो डॉट होता है, ये नल अवेयर एक्सेस वाला ऑपरेटर आपको लगाना ही लगाना होगा, वरना यहाँ पे आपको एक एरर शो होगा। ओके, अगर मैं इसको ऐसे कर दिया प्रिंट id इज इवन, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एक एरर मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आ रहा है। तो इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, अब अगर मैं इसे रन करूंगा तब हमें क्या मिलेगा, नल ही मिलेगा, क्योंकि आईडी क्या है, एक नल है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा एंड में, एक नल, क्योंकि आईडी नल है। तो आपने देखा यहाँ पे नल मिला। ओके, तो ये भी हो गया। तो ये भी चैप्टर हमारा फिनिश होता है। एक छोटा सा चैप्टर था बट एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था। सो आई होप आपको अब जानकारी हो गई होगी कि नल क्या होता है। नल के बारे में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सीख ली और आई होप आपको आ भी गया होगा। सो दैट्स इट। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और इसी के साथ हमारा इंतजार खत्म होता है। किस चीज़ का इंतजार, क्विजेस का। सो हम लोग अब क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग क्विजेस करेंगे। टोटल मैंने 8 क्विजेस इसमें बनाए हैं। अब यहाँ से आपका टेस्ट लूंगा मैं। यहाँ से आपको मैंने जितना भी अब तक बताया, आपको जितना भी सिखाया, जितना भी पढ़ाया, उन सब का समरी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपका टेस्ट होने वाला है। इसमें कुछ क्विजेस होंगे जो कि मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। टोटल 8 है, एक एक करके हम सब करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप ये सारे क्विजेस कर लेंगे, क्योंकि मैंने अब तक जो भी पढ़ाया सिर्फ वही इसमें डाले। तो स्टार्टिंग से जैसे कोर्स मैंने पढ़ाए, जैसे चैप्टर 1 2 3 4, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लाइन से उसके उसके टॉपिक्स के अकॉर्डिंग क्विजेस बनाए। फिर जैसे जैसे हम लोग कोर्स में आगे बढ़ते गए, उनके टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आगे वाले मैंने क्या करें यहाँ पे क्विजेस बनाए। तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम स्टार्टिंग से देखेंगे। ओके, तो मैं क्या करूँगा, जो इसको मैं खोलूंगा अपने VS कोड में और ये सारे क्विजेस अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे क्विजेस है, तो सबसे पहला क्विजेस क्या है, सबसे पहला क्विज हम लोग देखते हैं। तो एकदम सिंपल सा है। तो अगर आपको ये याद हो, अगर आपने ध्यान दिया हो इस कोर्स में, तो ये एकदम सिंपल सा आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो क्विज वन है उसका एक डॉट फाइल बनाऊंगा। तो यहाँ पे क्विज वन लिख देता हूँ, डॉट डॉट, और यहाँ पे
मेन फंक्शन, और इसको मैं बड़ा कर लूंगा ऐसे। ओके, और इसको हटा देता हूँ इसे, इतना आई गेस काफी है। इससे मैं यहाँ पे ऐसे बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला क्विज हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला क्विज में मैंने क्या बोला। तो वापस मैं नोट्स में आऊंगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट विल बी द आउटपुट आउटपुट ऑफ बिलो प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है और यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका आउटपुट क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, सीधे इसका कोड यहाँ पे ऐसे ऐसे लिख दूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया। तो मैंने वेर और यहाँ पे ए नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैंने डाल दिया 1। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना दिया 1, इसके अंदर डाल दिया। अब मैंने क्या करा, दूसरा वेरिएबल बनाया, इसके अंदर क्या डाल दिया, इसके अंदर मैंने ए डाल दिया। ये जो वेरिएबल बनाया था मैंने यही इसमें डाल दिया। अब जब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बी के अंदर ए आ जा रहा है। अब ए की जो भी वैल्यू होगी वो बी के अंदर आ जाएगी, तो ए की जो भी वैल्यू है वो बी में आ गई। अब मेन काम यहाँ पे है, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया ए इज इक्वल टू बी प्लस प्लस मीन्स इंक्रीमेंट लगा दिया मैंने। अब मैं यहीं पे आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका जो आउटपुट होगा, अगर मैं इसे रन करूंगा तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो आप क्या करें, वीडियो को अभी पॉज करें और जोर से बोलें इसका जो भी आउटपुट है। तो जोर से बोलेंगे तो ऑब्वियसली आवाज यहाँ तक नहीं आएगी। तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें और इसका जो भी आउटपुट है वो आप कमेंट में डालें, बिना चीटिंग करे, बिना वीडियो को आगे बढ़ा के फिर इसका आंसर देख के कमेंट में डालें। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऑनेस्टली बताना है इसका आंसर। अगर आपने आंसर दिया, मैंने कमेंट देखा, तो मैं आप पे बिलीव कर लूंगा कि हाँ आपने चीटिंग नहीं करी है। ओके, तो आप सीधे क्या करें, वीडियो को पॉज करें और इसका जो भी आंसर है आप कमेंट में डालें। तो मैं वेट कर रहा हूँ। सो आई होप आपने कर लिया होगा, इसका जो भी आंसर होगा या तो आपने कमेंट में डाला होगा या तो नहीं, बट आपने सोच लिया होगा कि इसका आंसर, इसका आउटपुट क्या होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सीधे इसको रन करता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो जब मैं इसे रन करूंगा तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, इसका आउटपुट मिला यहाँ पे हमें ट्रू। ट्रू क्यों मिला, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन डाली, अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो ट्रू मिलता, फॉल्स होता तो फॉल्स मिलता। मैंने यहाँ पे बोला ए इज इक्वल टू बी प्लस प्लस, मैंने यहाँ पे बोला ए बराबर है बी के, ए बराबर है बी के, बट मैंने बी पे यहाँ पे लगाया है इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी को अगर मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा तो यहाँ पे बी क्या था पहले 1, तो ये 1 क्या हो जाएगा 2। बट यहाँ पे क्या ये यहीं पे 2 हो जाएगा, नहीं, इसके बाद 2 होगा। तो अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि अगर आप पहले बी लिख रहे हैं फिर बाद में प्लस प्लस लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले बी प्रिंट हो जाएगा फिर उसके बाद प्लस प्लस बाद में हो जाएगा। मीन्स पहले बी प्रिंट हो जाएगा, मीन्स बी क्या है 1, तो 1 प्रिंट होगा। अब इसके बाद अगर आप बी को प्रिंट करेंगे तब ये जो 1 था आपका, ये बी में 1 था, अब ये 2 हो चुका है क्योंकि मैंने इसे इंक्रीमेंट कर दिया। पहले प्रिंट हुआ फिर इंक्रीमेंट। अगर मैं प्लस प्लस के बाद ऐसे भी लगा देता, अब क्या होता, अब ये जो बी है 1 है बी, ये पहले ही बढ़ जाता, अब ये फॉल्स हो जाता। अगर मैं रन करूं तो यहाँ पे मैंने प्लस प्लस पहले लगा दिया, तो ये क्या हुआ कि जो बी में 1 था अब वो 2 हो चुका है। अब वो 2 हो चुका है, फिर 2 होने के बाद अब चेक करा जा रहा है कि क्या ए बराबर है बी के, तो ए क्या है 1, बी क्या हो गया अब 2, क्योंकि मैंने इसे इंक्रीमेंट कर दिया। तो ये कंडीशन होगी फॉल्स, इस वजह से हमें मिला फॉल्स। सो ये आई होप आपको पता होगा ये। ओके, तो ये इसका जो आउटपुट है हमारा, इसका आंसर होगा ट्रू। तो एक क्वेश्चन तो हो गया, अब मैं इसे कट कर दूं। अब दूसरा क्विज देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्विज नंबर 2, क्विज 2 डॉट डॉट, और यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, मेन फंक्शन बनाऊंगा। अब देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो अगर मैं क्विज में जाऊं दूसरे वाले, यहाँ पे मैंने लिखा है टेक एन यूजर इनपुट एंड चेक इफ द इनपुट इज ग्रेटर देन 100। आपको क्या करना है, यूजर से एक इनपुट लेना है, फिर आपको चेक करना है कि जो नंबर डाला यूजर ने वो ग्रेटर है 100 से। इफ इफ इनपुट ग्रेटर देन 100, अगर जो इनपुट यूजर ने डाला है अगर वो 100 से बड़ा हो, तब क्या करो, तब असाइन कर दो ग्रेटर इन अ वेरिएबल। तब क्या करो, जो वेरिएबल में आप क्या कर दें, उसमें ग्रेटर असाइन कर दें, वरना क्या असाइन कर दें, स्मॉलर इन अ वेरिएबल यूजिंग सिंगल लाइन कंडीशन विद टर्नरी ऑपरेटर। तो आपको क्या करना है, ये काम सिंगल लाइन कंडीशन से करना है, टर्नरी ऑपरेटर से। तो ये मैंने आपको बताया था ये कैसे होता है, जब हम लोग देख रहे थे कंडीशनल एक्सप्रेशन चैप्टर में, उसमें हम लोग ने देखा था कि ये कैसे होता है। सो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें, फिर से आप क्या करें कि इसका आंसर बताएं कमेंट में। ओके, तो मैं वेट करता हूँ। सो आई होप आपने अब तक सोच लिया होगा कि इसका आउटपुट क्या होगा, या आपने इसका प्रोग्राम बना लिया होगा, आई मीन ये ना कि इसका आउटपुट। तो इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा, इसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक हमें क्या चाहिए होगा, इनपुट। इनपुट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करना पड़ता है हमें एक लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी का नाम क्या है, उस लाइब्रेरी का नाम है .io। तो यहाँ पे ये वाली लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती है, फिर हम लोग क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं यूजर से। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख दूंगा कि यूजर को बोलूंगा एंटर करो नंबर,
ये मैंने यहाँ पे बोल दिया एंटर दी नंबर। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि एक इनपुट लूँगा, किस टाइप का, इंट टाइप का, क्योंकि वो एक नंबर होगा। तो अब यहाँ पे मैं इनपुट करता हूँ इसे, इसका नाम इनपुट रख दिया। अब लिखूंगा इंट डॉट पार्स और इसके अंदर std इन डॉट और इसके अंदर रीड लाइन सिंक। अभी हम लोग ने ये रिसेंटली ही पता होगा, तो बताया था मैंने आपको, रिसेंटली भी पढ़ा ये। सो आई होप अब तक आपको ये याद हो। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाया, यहाँ से यूजर का इनपुट ले लूंगा इंटीजर टाइप का। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा वेर रेस मीन्स रिजल्ट। ओके, ऐसे रिजल्ट लिख देता हूँ तो पूरा ही। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डालूंगा मैं सिंगल लाइन कंडीशन है। सिंगल लाइन कंडीशन के लिए मुझे यहाँ पे ऐसे कंडीशन डालनी होती है। तो कंडीशन को मैं चेक करूंगा कि क्या वो 100 से ग्रेटर है। फिर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे इफ वाला पार्ट, अगर ग्रेटर है, अगर ग्रेटर हो तो क्या करना है, तब हमें क्या करना है कि जो ग्रेटर है इसको इसमें असाइन कर देना। तो ये ग्रेटर इसमें असाइन हो जाएगा अगर जो इनपुट डाला यूजर ने वो 100 से ग्रेटर हुआ। तो अगर ग्रेटर नहीं हुआ तो इसके अंदर असाइन हो जाए स्मॉलर। बस हमारा ये काम हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एंड में रिजल्ट को ऐसे प्रिंट कर देता हूँ। तो यही था हमारा प्रोग्राम। आई होप आप लोगों ने भी बना लिया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे रन करता हूँ सीधे और इसका आउटपुट देखते हैं हमें क्या मिलेगा। आउटपुट मिलेगा किसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग, यूजर के अकॉर्डिंग। तो जो भी यूजर डालेगा, अगर उसने 100 से ग्रेटर डाला होगा तो रिजल्ट के अंदर ग्रेटर असाइन हो जाएगा, फिर वही प्रिंट हो जाएगा। अगर 100 से उसने स्मॉलर नंबर डाला होगा तो स्मॉलर असाइन होगा और स्मॉलर प्रिंट हो जाएगा। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे पहले डाल दिया 10, तो 10 मैंने डाला तो यहाँ पे आया स्मॉलर। क्यों, क्योंकि 10 जो है वो 100 से स्मॉलर होता है। अगर मैं इसको फिर से रन करूँ, हाँ यहाँ पे मैं क्या डाल दूँ, यहाँ पे इस बार बड़ा डाल देता हूँ, 120 डाल देता हूँ। अब क्या आएगा, ग्रेटर। तो ये प्रोग्राम ऐसे ही बनेगा। अब क्या करेंगे, अब थर्ड क्विज देखते हैं। तो क्विज 3 डॉट डॉट और सेम यहाँ पे भी वाइड मेन फंक्शन। ओके, अब थर्ड क्विज देखते हैं। थर्ड क्विज क्या है, थर्ड क्विज क्या है, टेक टू इनपुट्स फ्रॉम यूजर ऑफ इंट एंड स्ट्रिंग टाइप। दो इनपुट लेने यूजर से, एक होगा इंट टाइप का और एक होगा स्ट्रिंग टाइप का। एंड प्रिंट ट्रू द इनपुट्स टाइप मैच विद इंट एंड स्ट्रिंग, एल्स प्रिंट करिए आप फॉल्स। तो अगर यूजर ने इंटीजर वाले में क्या करा, जो आपने इंटीजर वैल्यू ली है, अगर उसने यूजर ने इंटीजर ही डाला तो आप क्या प्रिंट कर देंगे, आप प्रिंट कर देंगे ट्रू। अगर उसने यूजर ने इंटीजर में इंट नहीं डाला, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग नहीं डाला, तो उसका क्या कर दें आप, प्रिंट कर दें फॉल्स। तो यही प्रोग्राम हमें बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यूजर से इनपुट लेना है। यूजर से इनपुट कैसे लेंगे, तो यहाँ पे मैं इसे सीधे ऐसे कॉपी करके यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इनपुट लूंगा इंट वाला। तो इंट वाले के लिए भी मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करके सीधे पेस्ट करता हूँ ताकि टाइम बचे। इसे सीधे कॉपी करता हूँ यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे मैं एंटर दी इंट नंबर कर देता हूँ, एंटर दी इंट नंबर। और यहाँ पे मैंने यूजर से इनपुट ले लिया। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इंट 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 इनपुट। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि अब दूसरा इनपुट लूंगा। दूसरा इनपुट कौन सा होगा, दूसरा इनपुट होगा स्ट्रिंग टाइप का। तो एंटर दी स्ट्रिंग इनपुट कर देता हूँ इसे, ठीक है। और ये यहाँ पे ऐसे खोलने लगेगा। यहाँ पे मैं लूंगा स्ट्रिंग टाइप का। तो स्ट्रिंग के लिए कैसे करना होता है, स्ट्रिंग लिखना होता है देन क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, str इनपुट कर देता हूँ। और इज इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा std इन और यहाँ पे डॉट और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि रीड लाइन सिंक और इसको ऐसे बंद कर देंगे। तो यहाँ पे इंटीजर आएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग जो भी यूजर डालेगा। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है अगर यूजर ने इंट इनपुट में अगर इंट ही डाला हो तो ट्रू करना है। मीन्स दोनों में, अगर इंटीजर में इंट डाला इसमें और इसमें स्ट्रिंग डाला तब क्या करना है, ट्रू प्रिंट करना है। बट अगर इन दोनों में से किसी एक में भी फॉल्स डालना है, आई मीन इन दोनों में से अगर किसी एक में भी यूजर ने गलत टाइप का डेटा डाल दिया, डेटा मीन्स इनपुट डाल दिया, तब हमें क्या प्रिंट करना है, फॉल्स। अगर दोनों में फॉल्स तो क्या करना है, फॉल्स। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा आई इनपुट टाइप मैच विद इंट इज। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं ऐसे लगाता हूँ और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि जो मेरा इंट वाला इनपुट है उस वो क्या एक इंट है, यहाँ पे ऐसे कर दूंगा। सेम मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग के लिए करूंगा। तो यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, आई इनपुट की जगह यहाँ पे हो जाएगा str इनपुट टाइप मैच विद, यहाँ पे कर दूंगा स्ट्रिंग इज। यहाँ पे क्या होगा, str इनपुट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग।
तो इस क्या करता है, इस बताता है कि जो भी मैंने ये जो मैंने डाला यहाँ पे, जो मैंने वैल्यू या वेरिएबल डाला है यहाँ पे, इसके बाद अगर मैंने इंट लिखा है, जो भी डेटा टाइप लगा है, ये चेक करेगा कि ये वाला जो डेटा टाइप है अगर इसके बराबर होगा तो ट्रू, अगर ये वाला जो इसका भी डेटा टाइप होगा वो अगर इसके बराबर नहीं होगा, अगर ये सेम नहीं होगा तो क्या होगा, फॉल्स। तो वही मैंने चेक करा है। तो यहाँ पे मैं इंटीजर वाला इनपुट और स्ट्रिंग वाला इनपुट चेक कर रहा हूँ कि क्या इंट वाला इंटीजर है या स्ट्रिंग वाला स्ट्रिंग है, तो वही मैं चेक करूंगा। तो इससे मैं क्या करूंगा, सीधे रन करूंगा। ओके, और मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे सबसे पहला ये पूछेगा एंटर द स्ट्रिंग इनपुट, तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला पूछेगा इंट वाला, तो यहाँ पे एंटर द इंट नंबर बोल रहा, तो यहाँ पे लेट्स से मैंने 10 डाल दिया। अब एंटर द स्ट्रिंग बोल रहा है, तो स्ट्रिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी अगर 10 डाल दूँ तो चलेगा, क्योंकि लिए वो एक स्ट्रिंग ही होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग लेता है। तो फॉर नाउ ऐसे यहाँ पे मैंने डाल दिया जेरी। तो आपने देखा आई इनपुट टाइप मैच विद इंट इज ट्रू, ये क्या आया, ट्रू। str इनपुट टाइप मैच विद स्ट्रिंग इज ट्रू, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया था जो कि एक इनपुट था, और यहाँ पे मैंने क्या डाला, जेरी, जो कि एक स्ट्रिंग था। अब मैं क्या करूँ, इसको फिर से रन करूँ। अब मैं गलत डेटा अगर डाल दूँ, ओके, अगर मैंने यहाँ पे इंट वाले में डाल दिया, लेट्स से मैंने डाल दिया कि टॉम, ओके, तो आपने जैसे ही टॉम डाला यहाँ पे एक एरर आया, क्यों, क्योंकि एक इंटीजर स्टोर कर रहा था, बट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया एक स्ट्रिंग, एक नंबर नहीं डाला, तो यहाँ पे एक एरर आया। तो हम लोग आगे देखेंगे कि ये एरर हैंडलिंग ये सब कैसे करते हैं। तो फॉर नाउ इसे मैं कट करता हूँ। फॉर नाउ आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना था जो कि एक इनपुट लेता हो, एक स्ट्रिंग, फिर उसका टाइप चेक करें, तो यही आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना था। ओके, अब मैं क्या करूंगा कि वापिस आता हूँ यहाँ पे, या तो एक बना लेता हूँ फाइल क्विज4 डॉट डॉट, ओके। अब यहाँ पे लिखता हूँ void मेन फंक्शन। अब देखते हैं जो क्विज नंबर 4 है वो क्या है। तो नीचे आता हूँ मैं। बेसिकली इन सारे क्विजेस में मोस्टली आपको प्रोग्राम्स बनाने जो भी मैंने बोले हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि टेक एन एज इनपुट फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू एज इफ यूजर कैन ड्राइव और नॉट। तो यूजर से हमें क्या लेना है, एक इनपुट लेना है जो कि होगी उसकी एज, और उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिंट स्टेटमेंट्स लगाने हैं कि अगर उसकी एज 18 से कम हुई तो हम लोग को लिखना है कि नो यू कैंट ड्राइव, और अगर 18 के बराबर हुई तो यू कैन ड्राइव, अगर 18 से ज़्यादा हुई तब भी यू कैन ड्राइव, बट अगर लेट्स से कि 70 या 80 से ज़्यादा होगी तो यू कैन ड्राइव। ओके, क्योंकि कुछ ज़्यादा एज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सेम वही वाला उठा लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, क्योंकि हमें एक एज चाहिए तो वो एक इंटीजर होगा, तो इसे सीधे ऐसे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे ऊपर वाला इम्पोर्ट यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं एंटर योर एज, एंटर योर एज, और इसे मैं एज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने यूजर से उसकी एज ले ली। अब हमें कंडीशंस लगानी जो कि सबसे मेन है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इफ स्टेटमेंट को यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा इफ, अब मैं यहाँ पे बोलूंगा जो एज है अगर वो 18 से छोटी है तो क्या करूँ, अगर 18 से छोटी है तब क्या करना है, अगर 18 से छोटी है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यू कैंट ड्राइव ड्यू टू एज लेस देन 18, ये स्टेटमेंट होगा। तो आप वीडियो पॉज करके अपने आप ये प्रोग्राम बनाने की कोशिश करना है आपको ये खुद से। अगर आप ना बना पाए फिर आप ये वीडियो देखें, क्योंकि बाकी मैंने आपको बहुत बता दिया है, सब कुछ बता रखा है मैंने, तो आई होप आप कर रहे होंगे अपने आप से। ओके, अब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे एल्स इफ का यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि अगर जो एज है छोटा तो हो गया, अगर 18 से कम है तो क्या प्रिंट हो, नहीं, आप नहीं ड्राइव कर सकते क्योंकि आप 18 से कम है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एज ग्रेटर देन, लेट्स से मैंने लिख दिया 80, अगर 80 से ज़्यादा एज होगी तब भी आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप कुछ ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ यू कैंट ड्राइव बिकॉज या ड्यू टू यू आर बूढ़ा आदमी, नहीं, ड्यू टू यू या ड्यू टू वेरी लेस या वेरी ओल्ड एज, ऐसे लिख देता हूँ। अब 80 तो यार ओल्ड ही एज हुई, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लगा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमें लिखना है कि यू कैन ड्राइव क्योंकि आप 80 से ज़्यादा हैं। तो 18 से कम है तो आप ड्राइव नहीं कर सकते, 80 से अगर ज़्यादा है तो ड्राइव नहीं कर सकते। बट अगर आप 18 के हों, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि एल्स इफ एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, अगर आप 18 से ज़्यादा हों या 18 के बराबर हों, और इसके साथ में एक और लगाऊंगा यहाँ पे एंड एज, और यहाँ पे स्मॉलर देन इज इक्वल टू, और यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से मैं 80। अब यहाँ पे मैंने दो स्टेटमेंट्स लगाई है, मैं यहाँ पे दो चीज चेक करूंगा। अगर 18 से ज्यादा हो तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने इतना लगा दिया कि 18 से बराबर हो या 18 से ज्यादा हो,
और यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया कि प्रिंट यू कैन ड्राइव। तो लेट्स से ये दोनों फॉल्स हो गए, ये दोनों फॉल्स हो गए। इसने क्या करा, यहाँ पे चेक करा, इसने देखा कि अगर जो एज है वो या तो बड़ा हो या तो बराबर 18 के। अगर यूजर ने 90 एज डाल दी तब क्या होगा, तब भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एज होगा वो 18 से बड़ा रहेगा, तो यहाँ पे यू कैन ड्राइव हो जाएगा। बट मैंने यहाँ पे लगाया कि 80 से कम होनी चाहिए एज, तो वो चीज यहाँ पे हैंडल नहीं हो रही होगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एंड लगाया, ताकि ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और ये वाली भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, जिसमें मैंने लिखा है कि आप अगर 80 से ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं कि 18 से 80 से ज़्यादा है तो आप नहीं ड्राइव कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे स्मॉल लगाया कि आप अगर या तो 80 के हों या तो 80 से कम हो तभी आप ड्राइव कर सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो अगर मैं रन करता हूँ कोड को और सबसे पहले मैं एज डाल देता हूँ 18 से कम, तो क्या आएगा, यू कैन ड्राइव ड्यू टू एज लेस देन 18। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 18 से कम डालूंगा, जैसे मैंने 10 डाल दिया, तो क्या आया, यू कैन ड्राइव ड्यू टू एज लेस देन 18। अगर मैं इसे फिर से रन करूँ, अब एज ग्रेटर देन 80 डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 90 डाल दिया, तो यहाँ पे क्या है, यू कैन ड्राइव ड्यू टू वेरी ओल्ड एज। अब मैं अगर फिर से रन करूँ इसे, अब मैं लास्ट वाला डालता हूँ। ओके, अब मैं लास्ट वाला डालता हूँ ये वाला। तो यहाँ पे मुझे एक ऐसी एज डालनी जो कि या तो 18 हो या तो 18 से ज़्यादा हो और या तो 80 हो या 80 से कम हो। तो इसके बीच में कोई सी एज डालनी है। लेट्स से मैंने डाल दिया 60, तो क्या आएगा, यू कैन ड्राइव, क्योंकि ये दोनों कंडीशन इसमें ट्रू हो गई। ओके, तो ये प्रोग्राम भी हमारा ऐसे बनेगा। तो इसे मैं ऐसे बंद कर देता हूँ। अब क्विज नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्विज और यहाँ पे 5 डॉट डॉट और void main फंक्शन। अब देखते हैं कि क्विज नंबर 5 क्या है। टेक एन इनपुट फ्रॉम यूजर एंड चेक इफ द इनपुट कंटेन्स आर लेटर। तो हमें क्या करना है कि यूजर से एक इनपुट लेना है, ओके, स्ट्रिंग टाइप का। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो स्ट्रिंग टाइप का मैंने यहाँ पे लिया था, तो इसे सीधे कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट, और ऊपर जो होगा वो यहाँ पे वाली लाइब्रेरी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ऐसे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। ओके, अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर द इनपुट, सिर्फ एंटर द इनपुट। तो आप पॉज करके कर लें, ये एकदम इजी है, ठीक है। तो आई होप ये वाला तो आप कर ही लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक यूजर से इनपुट लिया, यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं यूजर से एक स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लूंगा। अब मैं चेक करूंगा अगर यूजर ने जो इनपुट डाला है उसके इनपुट में अगर आर आ रहा होगा, कैपिटल वाला आर अगर आ रहा होगा, तो मैं क्या करूंगा, उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रिंट करूंगा। मैं लिख दूंगा कि यस योर इनपुट कंटेन्स आर। अगर आर नहीं आ रहा होगा तो मैं लिखूंगा योर इनपुट डज नॉट कंटेन्स आर, ऐसे। तो यहाँ पे इफ लिख देता हूँ इनपुट और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डॉट कंटेन्स। और यहाँ पे जो भी हमें चेक करना है कि ये जो इनपुट है डॉट कंटेन से क्या कंटेन करता है, ये हमें चेक करना है कि ये वाला जो इनपुट है क्या ये कंटेन करता है आर। मैं यहाँ पे वही चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर दूंगा और फिर क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है। यहाँ पे मुझे नल सेफ्टी का यूज नहीं करना है। मैं क्या करूंगा कि मैं नल सेफ्टी अगर यहाँ पे नहीं यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसे एक स्ट्रिंग में बना दूंगा। तो इसे डॉट टू स्ट्रिंग कर दूंगा। तो ये जो कंटेंट्स है इसके साथ अगर हम वर्क कराना चाहते हैं, या जो डॉट कंटेंट्स फंक्शन है, तो हमें क्या करना होगा, हमें ऐसे करना होगा ताकि हम लोग डॉट कंटेंट्स जो फंक्शन है वो यूज कर सकें। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि जो नल सेफ्टी को हटा के इसको डॉट टू स्ट्रिंग कर लेना होगा। ओके, फिर यहाँ पे कंडीशन मैंने डाल दी कि अगर ये वाला इनपुट कंटेन करता है आर को तो क्या करो, तब मैं बोलूंगा प्रिंट कर दो यस द इनपुट कंटेन्स आर, ऐसे कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं सिंगल क्वोट लगा सकता हूँ। डबल क्वोट के अंदर हम लोग सिंगल क्वोट लगा सकते हैं। अगर नहीं कंटेन करता है तब क्या करूँ, तब मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि प्रिंट कर दो नो द इनपुट डजंट कंटेन्स आर, ऐसे कर देता हूँ कैपिटल आर। अब आप स्मॉल स्मॉल आर भी चेक करते हैं, जैसे आपने अगर ऐसे कर दिया तो यहाँ पे दो कंडीशंस हो जाएगी। ओके, बट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इफ एल्स जो होता है उसको आप इज इक्वल टू ऐसे करके करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग दो नहीं कर सकते, अगर कंटेन्स वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं कर रहे हैं तो। अगर कंटेन नहीं यूज कर रहे हैं, अगर दूसरे वे में कर रहे हैं, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। तो फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे बंद कर दूंगा। अब यहाँ पे दूसरा भी तरीका, जरूरी नहीं आप डॉट कंटेन्स भी यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे डॉट कंटेन्स से आपसे पूछना था, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आपको ये वाला फंक्शन याद था डॉट कंटेन्स की नहीं। तो यहाँ पे ये भी हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सीधे रन करता हूँ।
अब यहाँ पे एक इनपुट डालूंगा और यहाँ पे हमारा जो चेकिंग्स होगी कि जो हमारा इनपुट है वो चेक कर वो कंटेन करता है आर को नहीं। तो फॉर ना यहाँ पे अगर मैंने अपना नाम लिख दिया ऐसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आर जो है, यहाँ पे आर कैपिटल है। तो अगर मैं एंटर करता हूँ तो आपने देखा जस्ट द इनपुट कंटेन्स आर, ये जो आर लेटर है ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर है। बट अगर मैं क्या करूँ, कुछ ऐसा इनपुट डालूं जो कि आर नहीं कंटेन करता हो, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दिया जैन। तो जब मैंने यहाँ पे जैन डाला तो बता रहा नो द इनपुट डज नॉट कंटेन्स आर, क्योंकि आर लेटर इसमें नहीं है। तो यही प्रोग्राम हमें बनाना था जो कि बन गया। अब क्या करूंगा मैं, क्विज नंबर 6, तो यहाँ पे लिखता हूँ क्विज 6 डॉट डॉट void main फंक्शन। अब देखते हैं 6 क्या है, क्रिएट टू लिस्ट ऑफ यूजर्स इनपुट एज आइटम्स एंड इंसर्ट बोथ लिस्ट इन अनदर लिस्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि दो लिस्ट बनानी है और उसके अंदर जो भी आइटम्स होंगे वो होंगे क्या है, यूजर के इनपुट। तो जो यूजर के इनपुट होंगे वही होंगे उस लिस्ट के आइटम। और हम क्या करेंगे, एंड इंसर्ट बोथ लिस्ट इन अनदर लिस्ट। तो हमें क्या करनी है, दो लिस्ट बनाने हैं जिसके अंदर क्या होंगे, यूजर के इनपुट्स, और फिर क्या करना है, उन दोनों को लिस्ट में एक तीसरे लिस्ट में डाल देना है। तो ये काम करना है हमें। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि इसे इंपोर्ट करके यहाँ पे लाता हूँ। ओके, और मैं क्या करूंगा कि स्ट्रिंग टाइप का मैं क्या करूंगा कि इनपुट लूंगा यूजर से। तो इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट। आप इंड का भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आप स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो फॉर नाउ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ कि एंटर दी टू आइटम्स फॉर लिस्ट। मैंने यहाँ पे बोला आप आइटम दो आइटम आप क्या करें, एंटर करें लिस्ट वन के लिए। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट वन बनाऊंगा। तो अगर मैं क्या करूं कि लिस्ट वन ऐसे बना देता हूँ लिस्ट, और इसको मैं कर देता हूँ लिस्ट से li1 मीन्स लिस्ट वन। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इस लिस्ट के अंदर जो भी यूजर इनपुट डालेगा उसका मैं क्या करूंगा, स्टोर करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको वापस से ऐसे कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डॉट कंटेंट्स का यूज नहीं करने जा रहे, तो इसको हटा देता हूँ और इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे दो यूजर का इनपुट लेके दो आइटम्स डालेंगे। अब आप तीन ले सकते हैं, चार लेते हैं, आप पे डिपेंड करता हो। तो यहाँ पे इनपुट वन और इनपुट इनपुट है, तो यहाँ पे इनपुट वन की जगह जैसे मैंने I1 कर दिया मीन्स आइटम वन, यहाँ पे I2 कर दिया मीन्स आइटम नंबर टू। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे यूजर को ये प्रिंट होकर आएगा, फिर उसे दो इनपुट डालने होंगे और वही दोनों इनपुट्स लिस्ट के आइटम बनेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, वैल्यूज डालते थे जैसे 10 20, या हम लोग वेरिएबल भी डाल सकते हैं ऐसे। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस बार वेरिएबल डालूंगा, कौन से I1 और I2। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या लिख दूंगा, I1 I2। तो I1 I2 क्या हो जाएगा, ये वाले लिस्ट के आइटम्स हो जाएंगे। ओके, तो ये भी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि दूसरा बनाऊंगा, तो इसे मैं सीधे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देता हूँ, एंटर दी टू आइटम्स फॉर लिस्ट टू। अब आएगा लिस्ट टू के लिए, और यहाँ पे I1 I2 हो गया, और इसे मैं क्या कर देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैं I1 कर देता हूँ। ओके, I1 I2, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं LI, या से मैंने कर दिया LI, या इसको मैं सीधे L1 कर देता हूँ और इसको L2 कर देता हूँ। तो ये लिस्ट वन है और ये क्या है, ये हमारी लिस्ट नंबर टू है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेम वही होगा, दो यूजर इनपुट डालेगा और इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल। तो इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो लिस्ट में ऐसे आ जाएंगी। तो हमने क्या करा, यूजर से दो दो इनपुट लेके पहला वाला जो पहले दो इनपुट मैंने क्या करे, इस वाली लिस्ट के अंदर डाल दिए, उसके आइटम्स जो कि आइटम्स की तरह वर्क करेंगे इसके इनपुट। फिर यहाँ पे मैंने इनपुट लिया और उसको इस वाले दूसरे वाले लिस्ट के अंदर यहाँ पे मैंने डाल दिए। अब हमें क्या करना है, अब इन दोनों लिस्ट को मुझे एक तीसरी लिस्ट में डालना है। तो यहाँ पे मैं लिस्ट L कर देता हूँ या L3 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे करूँगा और इन दोनों के लिस्ट को डालना है मुझे। तो इन दोनों के लिस्ट नहीं डालना है, लाइक पूरा लिस्ट ही नहीं उठा के डालना है, इसके लिस्ट के जो आइटम्स है हमें वो डालना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट 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 L1 और डॉट 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 L2। सो आई होप आपको पता हो ये ऑपरेटर, मैं बता चुका हूं आपको। अब मैं क्या करूंगा, सीधे प्रिंट कर देता हूँ ये L को, जो L3 है उसे। तो हमारा प्रोग्राम इसी के साथ बन गया। मैं इसे सीधे रन करता हूँ, कुछ नहीं करा, यहाँ पे दो यूजर के इनपुट लिया है लिस्ट वन में डाल दिए, दो यूजर के फिर से इनपुट लिया लिस्ट टू के अंदर डाल दिया, फिर लिस्ट वन और लिस्ट टू का जो भी हमारा क्या था, जो भी हमारे उसके आइटम्स थे उसको मैंने लिस्ट थ्री में डाल दिया। अब यहाँ पे यूजर
यहाँ पे पूछ रहा है एंटर दी 2 आइटम्स फॉर लिस्ट 1। तो लिस्ट 1 के लिए मैं 2 आइटम्स डालता हूँ। लेट्स से मैंने डाल दिया टॉम, टॉम, फिर इसके बाद एंटर डाला। अब क्या है डॉम। तो टॉम और डॉम यहाँ पे लिस्ट 1 में आ चुके हैं। अब दूसरा बनाना है, तो लेट्स से मैंने मॉड डाल दिया, इसी का उल्टा मॉड। तो यहाँ पे दूसरी लिस्ट में क्या हुआ कि वो दोनों स्टोर हो गए। अब यहाँ पे अब देखना कि तीसरी लिस्ट में क्या हुआ। तीसरी लिस्ट में टॉम डॉम आ गया, ये दोनों, और मॉड और मॉड ये दोनों भी आ गए। तो ये चारों के चारों तीसरे वाले हमारी लिस्ट में आ गए। फिर मैंने उसे प्रिंट कर दिया। सो ये प्रोग्राम भी ऐसे ही बनेगा, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। बाकी सारी क्विजेस ईजी, इतने भी टफ नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, क्विज 7 डॉट डॉट बनाता हूँ। अब क्विज 7 करते हैं, तो वाइड मेन। आई होप आप वीडियो को पॉज करके अपने आप से कर रहे होंगे, हालांकि मैं अभी आपको बताते जा रहा हूँ, बट मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो को रोकें और अपने आप से करें, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बता रखा है, ऐसा नहीं कि कुछ मैं यहाँ पे नया बता रहा हूँ। ओके, तो 7 वाला देखते हैं, इसकी 7 वाला क्या है। क्रिएट अ हिंदी मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड्स डिक्शनरी बाय मैप एंड प्रिंट वैल्यूज अकॉर्डिंग टू यूजर्स इनपुट। हमें क्या करना है, मैप की हेल्प से एक हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी बनाना है, और क्या करना है, उसकी वैल्यूज प्रिंट करना है यूजर के इनपुट के अकॉर्डिंग। मीन्स अगर हम लोगों ने क्या करा, एक वर्ड डाला है, जैसे मैंने लिखा कि इंग्लिश में कोई वर्ड है तो फैन लिखा मैंने, तो उसका जो हिंदी होगा वो पंखा होगा। अब यूजर ने अगर डाला फैन, तो हमें उसे क्या रिटर्न करा देना है, उसे क्या प्रिंट करा देना है, फैन की जो भी वैल्यू थी, फैन था कि उसकी वैल्यू क्या थी, पंखा। ओके, तो पंखा उसकी वैल्यू थी, हमें पंखा प्रिंट करा देना है। तो ये करना है हमें। तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ ऊपर जल्दी से फटाक से। तो यहाँ पे कंट्रोल+V, और जो यूजर का इनपुट होगा मुझे वो लेना है। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे आगे मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लेट्स से कि एंटर दी इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश वर्ड फॉर इट्स हिंदी मीनिंग। यहाँ पे मैंने बोला एंटर करो इंग्लिश वाला वर्ड उसके हिंदी मीनिंग के लिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूजर को जो भी इनपुट होगा यहाँ पे वो ले लूंगा। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, मैप बनाऊंगा, जो कि सबसे मेन काम है हमारा। तो यहाँ पे मैप लिखूंगा, इसका नाम कर देता हूँ डिक्ट, और इसको ऐसे कर देता हूँ, ये ऐसे बंद हो जाएगा। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है कि की वैल्यूज पेयर में इंग्लिश और हिंदी के वर्ड डालने हैं। तो जो इंग्लिश के वर्ड होंगे हमारे वो उनकी की, और उनकी जो वैल्यूज होगी वो उनकी हिंदी होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने लिख दिया फैन। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया फैन, और इसकी वैल्यू मैंने डाल दी पंखा। ओके, फिर कॉमा लगा दिया। फिर यहाँ से जैसे मैंने दूसरा ले लिया, जैसे मैंने ले लिया पेन। पेन को क्या बोलते हैं, कलम। तो यहाँ पे कलम कर दिया मैंने। और जैसे मैंने थर्ड ले लिया चेयर, और इसको हिंदी में बोलते हैं कुर्सी। ओके, और इसे मैंने बंद कर दिया। तो यहाँ पे मैंने फैन का पंखा कर दिया, पेन का कलम कर दिया, चेयर का कुर्सी कर दिया। ये इंग्लिश वर्ड्स हैं और ये उनकी हिंदी मीनिंग्स हैं। तो फैन पेन चेयर ये सब कीज हैं और ये सारी वैल्यूज हैं। तो यूजर को क्या करना होगा कि इन तीनों में से कोई सा क्या करना होगा, इसको कोई सी की डालनी होगी, और उसी की हमें वैल्यू उसे रिटर्न करनी है, उसे प्रिंट कराना है। तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट का कमाल, और हमारा काम हो गया। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा कि द मीनिंग ऑफ, द मीनिंग ऑफ क्या, जो यूजर ने डाला है, तो यूजर ने जो भी डाला हो उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग है क्या। यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ऐसे कर दूंगा। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, जो हमारा मैप है, डिक्ट के अंदर हमें क्या करना पड़ता था, जो भी हमें जैसे डिक्ट का हमें पंखा ला चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ता, इसकी जो की होती उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देना रहता था। तो यहाँ पे मैं डिक्ट लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, की डालनी है हमें। की कौन डालेगा, यूजर। तो यहाँ पे सीधे हमें ऐसे यूजर लिख देना है, बस हमारा काम हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसे सीधे रन करता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे कोई सी की डालूंगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दिया, पहले मैं पेन डाल देता हूँ। तो यहाँ पे बोला एंटर द इंग्लिश वर्ड फॉर इट्स हिंदी मीनिंग, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया पेन, एंटर करा। तो द मीनिंग ऑफ पेन इज कलम, ये आ चुका है। फिर से रन करता हूँ इसे, तो इसे मैंने फिर से रन करा, और यहाँ पे लेट्स से इस बार मैंने डाल दिया चेयर, तो इसका क्या आ जाएगा, कुर्सी। तो ये वर्क कर रहा है। अब आप इसके अंदर बहुत सारे डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर मैं गलत डाल देता हूँ, अगर मैंने गलत डाल दिया, लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दिया फोन, तब क्या आया, तब इसका आया द मीनिंग ऑफ फोन इज नल, क्योंकि फोन नाम की कोई यहाँ पे की ही नहीं है। ओके, बाकी आप क्या कर सकते हैं, इफ एल्स का इसमें लगा सकते हैं कि अगर यूजर ने जो डाला है, अगर इसमें कीज हो वाली,
तब क्या कर देना कि तब उसका जो वैल्यू है वो रिटर्न कर देना। अगर यूजर ने ऐसी की डाल दी जिसमें नहीं है तब क्या आ जाए कि जैसे कि मीनिंग नॉट अवेलेबल इन डिक्शनरी, ऐसा कुछ आ जाए। सो आप वो इफ एल्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके, अब लास्ट क्विज देखते हैं। हम लोगों ने काफी देख लिए, 7 देख लिए, और इतने में आपकी काफी प्रैक्टिस हो गई होगी क्योंकि मैंने मोस्टली सब बता दिया है जो जो इम्पोर्टेंट थे। यहाँ पे डॉट हो जाएगा ये 8 वाला, प्रोवाइड मेन। अब जो लास्ट वाला है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। तो लास्ट वाला क्या है, क्रिएट अ प्रोग्राम फॉर प्रिंटिंग मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 10 विद लूप। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन टेबल प्रिंट करना है 10 की, जो 10 होता है 10 का मल्टीप्लीकेशन टेबल लूप की हेल्प से। ओके, तो आप कोई सा भी लूप यूज कर सकते हैं, आप फॉर कर सकते हैं, आप वाइल कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 10, जिसका भी हमें क्या चाहिए टेबल, तो हमें 10 का टेबल चाहिए। अब अगर आप इसको ऐसे लिखते बैठे कि n इंटू 1, फिर n इंटू 2, फिर n इंटू 3, तो यहाँ पे क्या होगा 10 की टेबल, क्या 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 3 30। तो आपको ऐसे 10 बार लिखना होगा, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ऐसे 10 बार लिखूँ। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मुझे क्या करना है, बस एक काम करना है, फॉर लूप का यूज करके। तो मैं फॉर लूप का यूज करके क्या करूंगा कि 10 का मल्टीप्लीकेशन टेबल प्रिंट करूंगा। तो वो देखते कैसे होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा फॉर, यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि एक हमें इनिशियल वैल्यू डालनी होती है। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू में डाल देता हूँ इंट आई इज इक्वल्स टू 1 ऐसे, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाऊंगा, देन आई इज स्मॉलर देन एन इज और इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने एक इनिशियल वैल्यू लगाई है आई जो कि होगा 1। फिर मैं यहाँ पे चेक करूंगा आई जब तक छोटा या बराबर है 10 के, तब तक हमें क्या करना है, इसके अंदर काम करना है, जो भी काम करना है हमें। हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना हमें टेबल। यहाँ पे तो जो भी टेबल होगा, जैसे 10 का टेबल है तो पहले यहाँ पे 10 प्रिंट कर दूंगा। फिर 10 के बाद मैं एक एक्स लगा देता हूँ, मीन्स 10 इंटू 10 नहीं 10 इंटू 1, फिर 10 इंटू 2, फिर 10 इंटू 3 4 5 ऐसे। तो यहाँ पे मैं आई लिखूंगा क्योंकि आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ये 1 होगा, फिर 2, देन 3, देन 4, ऐसे होता जाएगा। देन इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे ऐसे कर दूंगा। अब क्या करूंगा, अब यहाँ पे सिंपली एन इंटू आई, और हमारा मल्टीप्लीकेशन टेबल प्रिंट होके मिल जाएगा। अब इसे मैं अगर रन करूं तो मैं मल्टीप्लीकेशन टेबल प्रिंट होके मिल जाएगा। अब ये रन हो जाए, फिर इसका आउटपुट भी मैं समझाता हूँ आपको ये कैसे हुआ। तो आपने देखा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन टेबल हमें प्रिंट होके मिल गई 1 से लेके 10 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके हमें सारे आउटपुट्स मिल गए। तो यहाँ पे मैंने क्या करा था, इंड आई इज इक्वल से 0 बोला था, फिर यहाँ पे इज इक्वल्स टू आई मीन स्मॉलर देन और इज इक्वल्स टू 10 करा था। मैंने बोला था आई जब तक छोटा हो या बराबर हो 10 के, तब तक क्या करना है, इसके अंदर के काम करते रहना। और यहाँ पे आई इंक्रीमेंट हो रहा था, तो पहले आई क्या था 1, एन क्या था 10, तो 10 इंटू आई क्या था 1, तो 10 इंटू 1। फिर यहाँ पे मैंने क्या करा था 10 इंटू 1 को यहाँ पे इज इक्वल्स टू के बाद प्रिंट करा रहा था। तो यहाँ पे 10 इंटू 1 क्या हुआ 10। अब क्या हुआ, अब जो आई था वो इंक्रीमेंट हो चुका है, अब वो 2 हो चुका है। तो यहाँ पे इसने 2 चेक करा कि 2 या तो स्मॉलर हो या तो बराबर हो 10 के, तो ये कंडीशन अब भी ट्रू है, तो ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, मीन्स फॉर लूप के अंदर जाएगा और इसके अंदर के कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हुआ 10 इंटू 2, फिर यहाँ पे 10 इंटू 2 हमें यहाँ पे ऐसे लिख के मिल गया 20, फिर ऐसे 30 40 50 60 70 80 90। फिर यहाँ पे जब ये 10 हो जाएगा तो यहाँ पे 10 इंटू 10 100 ये प्रिंट हो जाएगा। अब 10 की वैल्यू क्या हो चुकी है, अब 10 की वैल्यू हो चुकी है 11। अब ये 11 देखेगा, क्या 11 छोटा है या बराबर है 10 के, नहीं, ना ही 11 छोटा है 10 के, ना ही बराबर है 10 के, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट लगा है ये इसके अंदर नहीं आएगा, यहीं पे हमारा लूप एग्जिट हो जाएगा। सो ऐसे ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट कर सकते हैं। अब अगर आपको 10 की जगह 20 चाहिए होता तो आप यहाँ पे 20 भी लगा सकते हैं। अगर मैं इसे रन करूँ, तो इसे अगर मैं रन करूँ, अब हमें 10 इंटू 10 तक मिल रहा था, अब हमें 10 इंटू 20 तक मिलेगा, क्योंकि लिए आई की जो वैल्यू है वो अब 20 तक जाएगी। तो आपने देखा यहाँ पे 20 तक आया, 100 कर देंगे तो 100, 1000 कर देंगे तो 1000, वो आप पे डिपेंड करता। अब इसे मैं कट कर देता हूँ। सो ये था हमारा क्विज नंबर 8, और इसी के साथ हमारे सारे क्विजेस कंप्लीट हो गए। हम लोगों ने स्टार्टिंग से देखा एकदम बेसिक से, फिर उसके आगे बढ़ते गए और एकदम आगे तक आ गए। सो ये सारे क्विजेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपने सारे क्विजेस अपने आप से कर लिए होंगे। अगर नहीं करे तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कर पाए एक दो तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप आई होप कि आप आज के बाद
अब से नहीं बोलेंगे ये। बाकी आपको अगर क्विज़ेस करने में प्रॉब्लम हुई, आपको नहीं आया, तो हो सकता है आपने इस कोर्स में अच्छे से ध्यान नहीं दिया हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये वाला कोर्स फिर से देख सकते हैं, या तो जो आपको नहीं आया वो आप फिर से देखते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कोड लिख के। सो इसी के साथ हमारे क्विज़ेस कंप्लीट हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। तो प्रोजेक्ट्स हम लोग कब करेंगे, आगे जब हम लोग और भी चीज़ें सीख लेंगे जो कि रिक्वायर्ड होंगी प्रोजेक्ट्स के लिए। सो फॉर नाउ ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर। सो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है और बहुत ही ज़्यादा ये यूज़ भी होता है। सो इसको मैं वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। सो अब हम लोग देखने वाले फंक्शन। इस चैप्टर का नाम है फंक्शन। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन। हम लोग ने अभी तक क्या करे, कुछ फंक्शंस यूज़ करे हैं, जैसे हम लोग ने लिस्ट पे यूज़ करे थे, सेट पे, और हम लोग ने किसी वेरिएबल्स भी यूज़ करे थे। बट अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में डीपली जानेंगे और खुद के भी फंक्शंस बनाएंगे। वो क्या थे, बने बनाए फंक्शन थे, हम लोग उसका बस यूज़ कर रहे थे। अब हम लोग खुद के भी फंक्शंस बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा फंक्शन। यहाँ पे मैं फंक्शन लिख देता हूँ, या फंक डॉट डार्ट, और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेन फंक्शन बना के इसे रन कर दूंगा। बाय द वे ये वॉइड मेन जो ये होता है, ये भी एक फंक्शन होता है, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको। तो मैं क्या करूँगा, इसे रन करके ऐसे छोड़ देता हूँ। अब कोड में चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि ये फंक्शन होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि इसको मैंने रन कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नोट्स में आता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शन। फंक्शन होता क्या है सबसे पहले, अब फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कोड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म टास्क। सो बेसिकली फंक्शन एक ब्लॉक होता है कुछ ऑर्गेनाइज कोड्स का। बेसिकली एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर कुछ कोड्स होते हैं जो कि कोई टास्क परफॉर्म करे। जैसे अभी तक हम लोग कुछ फंक्शन यूज कर रहे थे, जैसे हम लोग फंक्शन यूज कर रहे थे किसी लिस्ट पे डॉट एड ऑल का, तो उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे कि उसके अंदर हम लोग एक लिस्ट डाल रहे थे। या जैसे मैं डॉट ऐड फंक्शन यूज कर रहा हूँ, उसके अंदर हम लोग एक एलिमेंट डालते थे। तो एलिमेंट जब हम लोग डालते थे तो क्या होता, उस लिस्ट पे वो वाला एलिमेंट ऐड हो जाता था। तो यहाँ पे जो डॉट ऐड वाला जो फंक्शन था वो क्या कर रहा था, वो एक टास्क परफॉर्म कर रहा था। और उसके अंदर के जो कोड्स थे वो हमने नहीं लिखे कि वो जो फंक्शन है वो जो काम कर रहा था सारा, ऐड कर रहा था लिस्ट में आइटम, वो वाले कोड जो है वो हमने नहीं लिखे हैं। हमने सिर्फ उस फंक्शन का यूज करा। उसके अंदर जो कोड्स लिखे हैं वो हमने नहीं लिखे, हम लोग ने डायरेक्टली उसका जो काम था उसे यूज करा। उस फंक्शन का हम लोग ने क्या करा, यूज करा, और वो जो भी काम करता है उसने वो कर दिया, मीन्स वो टास्क उसने परफॉर्म कर दिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि खुद का भी फंक्शन बना सकते हैं। जैसे हमने क्या करा, एक फंक्शन बनाया जो कि 2 नंबर को ऐड करता हो, जो कि जैसे हम लोग ने एक वेरिएबल पे अगर वो वाला फंक्शन लगाया तो उस वेरिएबल का जो भी वैल्यू होगा उसे वो इंटू कर देगा, उसका स्क्वायर रूट कर देगा, ऐसा। तो हम लोग अपने भी फंक्शंस बना सकते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि खुद के जो बने बनाए फंक्शंस हैं उनका बस यूज करके हम लोग अपना काम कर रहे थे, कुछ टास्क कर रहे थे। ठीक है, तो फंक्शन बेसिकली यही होता है। इट प्रोवाइड्स अस द रीयूज एबिलिटी। अब रीयूज एबिलिटी से मतलब मेरा क्या हुआ, रीयूज एबिलिटी मीन्स क्या हुआ कि हम लोग को क्या करना होगा कि लेट्स से मैंने क्या करा, हमें एक प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे हमें क्या करना है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है। जैसे हमें क्या करना है कि 100 जगह मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है फॉर लूप से। तो क्या हम जो फॉर लूप से मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे वो हम लोग 100 जगह जा जाके लिखेंगे? तो अगर 100 जगह जा जाके लिखेंगे तो बहुत ही यार टाइम लग जाएगा। और आप अगर सोच रहे हैं कि कॉपी करके पेस्ट कर दें, अगर आपने कॉपी करके पेस्ट कर भी दिया तो क्या होगा कि बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड्स हो जाएंगे, जिससे हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इस काम से बचने के लिए हम लोग फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर वही वाला फॉर लूप लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल वाला। फिर उस फंक्शन को हम लोग 100 जगह जाके कॉल कर देंगे। अब उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो सिर्फ एक लाइन लेगा, बट अगर हम लोग फॉर लूप से कर रहे हैं तो वो अबाउट 3-4 लाइनें लेगा। सो अगर हम लोग फॉर लूप डायरेक्टली लिख रहे हैं तो वो अबाउट 400 लाइन्स हो जाएंगी। बट अगर हम लोग 100 जगह जा जाके फंक्शन को कॉल कर दें तब हमें सिर्फ 100 लाइन लगेंगी। तो कॉल करने से मतलब क्या हुआ वो आगे देखेंगे। वही मैंने आगे लिखा है, सपोज वी वांट टू डू एनी टास्क एट डिफरेंट प्लेसेस, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोड्स एट ऑल द प्लेसेस वी कैन जस्ट कॉल अ फंक्शन। सो हम लोग जगह अलग अलग जगह जा जाके वो सारे कोड्स लिखने के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन को जा जाके कॉल कर सकते हैं। वही मैंने लिखा है। सो फंक्शन बेसिकली यही होता है। फंक्शन एक ब्लॉक होता है कोड्स का जो कि कुछ काम करे, बस यही होता है फंक्शन। ओके, तो जैसे ये भी एक फंक्शन है, ये एंट्री पॉइंट है, इसके अंदर जो भी कोड होते हैं ये वाला फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर जो भी कोड्स हैं उसे एग्जीक्यूट करता है। तो इसका काम क्या हुआ कि एग्जीक्यूट करना इसके अंदर के कोड्स। तो ये भी एक फंक्शन हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि फंक्शन बनता कैसे है। तो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन का रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंट,
अब क्या लिखना है, अब हमें लिखना है जो फंक्शन का जो नेम होगा। लेट्स से मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जो कि दो नंबर को प्रिंट करके दे, दो नंबर को ऐड करके दे, तो यहाँ पे मैं सम फंक्शन बनाता हूँ। फिर ये लिखने के बाद हमें ऐसे करना होता है। तो जैसे ये फंक्शन है सेम एज इट इज ये भी है, आपने देखा पैरेंथेसिस ऐसे लगाने और दो ब्रेसेस, पैरेंथेसिस लगाने दो ब्रेसेस, इसके पहले फंक्शन का नाम हमें ऐसे लिख देना है। उसके पहले रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप क्या होता है वो भी बताता हूँ। तो फॉर नाउ ये क्या हो गया, एक फंक्शन, ये फंक्शन बन चुका है। अब इसका काम लिखना हमें कि ये फंक्शन करता क्या है। ये फंक्शन क्या करता है कि जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया ऐड नाम का, ये दो नंबर को प्रिंट ऐड कर देता है। तो यहाँ पे मैंने एक क्या करा, एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा किसको, ऐड को। अब रिटर्न कर दिया ऐड को, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये क्या होता है, ये होता है रिटर्न टाइप इस फंक्शन का, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप। मीन्स ये वाला फंक्शन जो भी रिटर्न कर रहा होगा, जो कुछ भी रिटर्न कर रहा होगा, जैसे ये वाला फंक्शन रिटर्न कर रहा है क्या, ये ऐड रिटर्न कर रहा है। ऐड का टाइप क्या है, इंट, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा इंट। मीन्स रिटर्न जो कर रहा है उसका टाइप हमें यहाँ पे लिखना होगा। अगर ये एक स्ट्रिंग होता और यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होता तो यहाँ पे हमें इसका टाइप लिखना होता स्ट्रिंग। वही मैंने नोट्स में लिख रखा है कि ये जो इंट क्या है, रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन नॉट रिक्वायर्ड। अब मैंने यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड लिखा है, अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूं तब क्या होगा, तब भी कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे जब स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि ये फंक्शन इंट ही रिटर्न करता है तब आप इंट लगा सकते हैं, बट अगर आप स्पेसिफाई नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे छोड़ सकते हैं। ओके, तो ये काम हो गया। बाकी मैंने यहाँ पे वही कोड भी लिखा है। फिर मैंने यहाँ पे नीचे क्या करा, फंक्शन को कॉल करा है। अब फंक्शन को कॉल करा है, इससे मतलब क्या हो, इसका मतलब क्या हो, ये देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि इसके बाहर, इस फंक्शन के बाहर, ये जो फंक्शन मैंने बनाया है ये, इसके बाहर मैं क्या करूंगा, इसके बाहर मैं क्या करता हूँ कि एक बनाता हूँ वेरिएबल जो कि होगा रेस्ट। अब यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल कर दूंगा। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नाम लिखना है, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, और फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया। ये जो इतना है इतना कॉपी करके आप ऐसे पेस्ट कर देंगे कहीं पे भी, तो जहां पे भी आप इतना ऐसे लिख देंगे वहां पे फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब जब ये फंक्शन यहाँ पे मैंने ऐसे कॉल कर दिया तो क्या हो रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा था, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा था ऐड। रिटर्न मतलब क्या हुआ, नोट्स में देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि रिटर्न ऐड में ऐड विल बी रिटर्न वेयर दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड। सो ये जो रिटर्न कर रहा है, ऐड रिटर्न कर रहा है। ऐड क्या था, 10 + 10 20। तो ये 20 जो रिटर्न कर रहा है ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, ये वहां पे रिटर्न हो जाएगा, वहां पे पहुंच जाएगा जहां कहीं पे भी ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा। सो ये फंक्शन कहाँ पे कॉल हो रहा है, यहाँ पे। तो क्या होगा, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा था ऐड, यहाँ पे मैंने इसे कॉल करा है, तो यहाँ पे आ जाएगी इस फंक्शन का जो रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है, तो इस जगह पे हमारा जो ऐड है ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैंने उस वाले ऐड को क्या कर दिया है, यहाँ पे इस वाले वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो मैंने यहाँ पे इस वाले फंक्शन का जो रिटर्न कर रहा था उसको यहाँ पे मैंने स्टोर कर लिया है, ठीक है, इस वाले वेरिएबल में। अब मैं क्या करूंगा, एंड में इसे प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, लेट्स से मैंने ऐसे रेस को प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं इसे रन करूँ, इसका आउटपुट क्या मिलेगा, 10 + 10 क्या होता है, 20। ओके, तो इतना काम हो गया। अगर मैं नीचे आऊँ, यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, तो आपने देखा हमें 20 यहाँ पे मिल गया। बट अगर आप क्या चाहते हैं कि आप वेरिएबल में से इसको नहीं डालना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि इसको, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो रिटर्न टाइप है, ये जो मैं कॉल कर रहा हूँ फंक्शन को, उसको मैं किसी वेरिएबल में न डालना चाहता हूँ। मैं इसे डायरेक्ट अगर ऐसे प्रिंट करूँ, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तब क्या होगा, तब भी हमारा 20 प्रिंट होगा। क्यों, मैं बताता हूँ। तो जहां पे हम लोग कॉल कर रहे थे वहां पे रिटर्न का जो भी रिटर्न कर रहा था वो आ जाता है। तो ऐड क्या था, यहाँ पे ऐड क्या होगा, ऐड यहाँ पे आ जाएगा, फिर वही प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी रिटर्न कर रहा था उसे वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर देंगे, तो भी हमारा काम हो जाएगा और इसका आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, 20। ओके, तो यहाँ पे दो बार 20 मिलेगा, एक इसका ये वाला और एक ये वाला। तो आपने देखा दो बार यहाँ पे में 20 मिल गया। सो यही होता है फंक्शन, बस यही होता है फंक्शन। बाकी मैंने यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि ये फंक्शन का नाम होता है, ये रिटर्न टाइप का टाइप होता है, और ये रिटर्न के बारे में बता दिया। यहाँ पे मैंने बता दिया कि यहाँ पे हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं। और सो एज एड इज रिटर्न हेयर बाय कॉलिंग द सम फंक्शन, सो स्टोर्ड एड इन वाले वेरिएबल में। और यहाँ पे मैंने बताया कि ऐसे भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं इसे। ओके, अब हम लोग देखते हैं वॉइड फंक्शन। वॉइड फंक्शन क्या होता है, ये जो है ये क्या है, ये भी तो एक वॉइड फंक्शन है, वॉइड टाइप का फंक्शन है। तो यही हम लोग देखते हैं कि वॉइड फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वॉइड फंक नाम का एक फाइल बनाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ इसे डार्ट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वॉइड मेन फंक्शन है, ये ऑलरेडी एक मेन फंक्शन है, वॉइड मेन फंक्शन। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक और फंक्शन बनाऊंगा वॉइड टाइप का, वॉइड टाइप का फंक्शन। तो यहाँ पे वॉइड टाइप के फंक्शन के लिए क्या लिखना होगा, वॉइड
वॉइड यहाँ पे जो नाम होगा फंक्शन का मैं ग्रीट कर देता हूँ और मैं क्या करूँगा प्रिंट कर दूँ ऐसे और यहाँ पे ग्रीट करता हूँ मैं जैसे मैंने बोल दिया हे गाइस ऐसे बोल दिया। अब मैं क्या करूँगा अब मैं क्या रिटर्न करूँगा कुछ मैं रिटर्न करूँगा ऐसे 10 नहीं ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे एरर आ रहा है क्यों मैंने यहाँ पे डाला वॉइड ये यहाँ पे हम लोग जो डालते हैं वो क्या होता है रिटर्न का टाइप होता है तो यहाँ पे जब अगर मैंने वॉइड डाला है तो यहाँ पे हमें रिटर्न नहीं करना होगा मैंने यहाँ पे लिखा वॉइड मीन्स एम्प्टी मीन्स दिस फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग वॉइड मीन्स क्या होता है वॉइड मीन्स होता है एम्प्टी मीन्स कुछ नहीं मीन्स ये जो इसका टाइप होगा इस फंक्शन का जो रिटर्न होगा वो नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि ये एक वॉइड है वॉइड टाइप का फंक्शन है जो कि कुछ भी नहीं रिटर्न करता है ठीक है तो अगर वॉइड फंक्शन है तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा जैसे ये भी वॉइड फंक्शन है क्या हम लोग यहाँ पे कहीं पे रिटर्न लिख रहे थे नहीं तो वॉइड वाला जो टाइप का फंक्शन होता है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो इससे मैं क्या करते हूँ यहाँ पे ऐसे हटा देता हूँ ओके या मैं क्या करता हूँ इसे कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हम लोग ऐसे नहीं कर सकते तो ये हो गया अब फंक्शन को कॉल कर देते हैं डायरेक्ट अब क्या हम लोग प्रिंट करेंगे फंक्शन को क्या हम लोग ऐसे करेंगे क्या हम लोग ऐसे करेंगे नहीं ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि जब हम लोग ऐसे करते थे तो जहां पे भी कॉल होता था फंक्शन वहां पे जो रिटर्न हो रहा था वो यहाँ पे आ जाता था क्या यहाँ पे कुछ रिटर्न हो रहा है नहीं इस वजह से हम लोग इसे ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते तब हमें क्या करना होगा तब हमें सिंपली क्या कर देना होगा कि सीधे जो ग्रीट है उसे मैं कॉल कर दूंगा तो जब रिटर्न में कुछ नहीं है तो क्या होगा ये कॉल हुआ ये फंक्शन कर क्या रहा था ये प्रिंट कर रहा था तो इसने क्या करा जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो गया फंक्शन के अंदर का जो कोड था वो एग्जीक्यूट हो गया मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा हे गैस प्रिंट हो जाएगा अब यहाँ पे प्रिंट नहीं था कुछ इस वजह से क्या हो रहा था अगर हम इसको ऐसे क्या करते हैं अगर मैं इसको ऐसे कॉल करता तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ अगर मैं सम को ये सम नाम इसका इवन तो अगर मैं इसको सम को ऐसे कॉल करता तब क्या होता तब कुछ भी नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा था यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा था और जो रिटर्न वाला होता है वो सिर्फ वहीं पे जाता है जहाँ पे हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे थे तो यहाँ पे ऐड आ जाता इससे क्या होता कुछ ना होता मैं सिर्फ प्रिंट थोड़ी ना कर रहा हूँ ठीक है तो आपको ये ध्यान रखना है तो फंक्शन के अंदर जो भी काम हो रहा होता है वो वहां पे हो जाता है जहाँ पे हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं तो वही मैंने नोट्स में भी लिख रखा है कि यहाँ पे मैंने लिखा can't return as void function does not return anything no need to print as nothing is written here to print it यहाँ पे मैंने बता रखा कि कुछ प्रिंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ रिटर्न ही नहीं हुआ ओके तो ये भी हो गया अब हम लोग दूसरे टाइप का फंक्शन देखते हैं दूसरे टाइप का फंक्शन तो ये क्या होगा ये होगा पैरामीटर फंक्शन अब पैरामीटर फंक्शन क्या होता है तो वो भी बताता हूँ क्या होता है अलग अलग फंक्शंस देखेंगे हम लोग वाइड मेन ओके अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा पैरामीटर फंक्शन देखते हैं कि पैरामीटर फंक्शन क्या होता है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ पैरामीटर फंक्शन बना लेता हूँ तो यहाँ पे मैं इसका टाइप इंट दे देता हूँ और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऐड नम कर देता हूँ जो कि दो नंबर को ऐड करे अब यहाँ पे मैं दो नंबर जो है वो मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बनाना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ वो दोनों नंबर कहीं से आए तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए और बी ओके यहाँ पे ए भी लिख देता हूँ इसको ऐसे कर देता हूँ और मैं क्या करूंगा कि रिटर्न सिर्फ करवा दूंगा ए प्लस बी को ऐसे भी हम लोग रिटर्न करा सकते हैं प्लस करके और मैं क्या करता हूँ इसके सीधे कोड लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ प्रिंट कर देता हूँ सीधे क्योंकि यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है तो मैं इसे प्रिंट कर सकता हूँ अब यहाँ पे मुझे लिखना है एड नम जो कि फंक्शन का नाम है अब इसके अंदर मैं डाल दूंगा 10 और 90 जैसे मैंने ये डाल दिया ये दोनों नंबर से डाल दिए अब यहाँ पे मैंने क्या करा मैंने यहाँ पे ए और बी डाला था ए कॉमा बी इसका मतलब क्या हो रहा था इसका मतलब ये था कि जब ये फंक्शन कॉल करा जाएगा और इसके पैरेंथेसिस जो होंगे ये पैरेंथेसिस है यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ इसके पैरेंथेसिस जो है इसके अंदर हमें दो वैल्यू डालनी होगी जो कि यहाँ पे स्टोर होंगी अगर मैं ए और अगर मैं बी को ऐसे हटा दूं मीन्स अब यहाँ पे सिर्फ एक है तो यहाँ पे हम लोग दूसरा वाला नहीं डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ एक वैल्यू लेगा एक वैल्यू यहाँ पे पर मैं दो वैल्यू डाल रहा हूँ तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते इसे तो यहाँ पे मुझे दो डालना होगा ऐसे अब पैरामीटर क्या है पैरामीटर यही है ये जो ए और बी है ये क्या है ये पैरामीटर्स हैं तो नोट्स में मैंने वही लिख रखा है कि ए और बी क्या है पैरामीटर्स वैल्यूज विल बी स्टोर्ड इन ए एंड बी दैट विल बी पास एज आर्गुमेंट इन कॉलिंग फंक्शन आर्गुमेंट क्या होता है आर्गुमेंट वो होते हैं जहाँ पे हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं उसके पैरेंथेसिस के अंदर जो मैंने डाले हैं वो क्या है वो आर्गुमेंट्स है और जहाँ पे फंक्शन है उसके अंदर जो है वो क्या है
पैरामीटर्स। तो ये दोनों आर्गुमेंट्स हैं और ये दोनों है पैरामीटर। बाकी मैंने यहीं पे ये लिखा है कि जो भी वैल्यूज डाली जाएंगी जहाँ पे हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उसके अंदर जो वैल्यूज डाली मीन जो आर्गुमेंट्स है वही आर्गुमेंट्स स्टोर होंगे ए और बी में। तो जब यहाँ पे मैंने 10 और 90 डाल दिया, 10 यहाँ पे आ गया ए में, 90 कहाँ पे आ गया बी में, फिर मैंने रिटर्न कर दिया ए प्लस बी, मीन्स 10 प्लस 90 को मैंने रिटर्न कर दिया। और जब मैंने रिटर्न करा तो ए प्लस बी कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, और ए प्लस बी का जो भी रिजल्ट था वो प्रिंट हो गया। अब इससे मैं रन करता हूँ तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, ए पे आया गया था 10 और बी पे आ गया था 90, फिर ए प्लस बी हो गया कितना 100, वही रिटर्न हो गया यहाँ पे और 100 हमारा प्रिंट हो गया। तो यही होता है पैरामीटर फंक्शन, ये होते हैं पैरामीटर्स, ये होते हैं आर्गुमेंट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं फंक्शन में कुछ ऐसे हम लोग पैरामीटर्स भी ले सकते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कुछ बाहर से लाना इस फंक्शन में, हम लोग इसके अंदर कुछ नहीं बनाना चाहते हैं, हम बाहर से अगर कुछ लाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पैरामीटर्स लगा सकते हैं जो कि स्टोर हो जाएंगी, जो भी वैल्यूज यहाँ पे डाली जाएंगी। बाकी मैंने कोर्स में भी वही लिखा है, 10 और 90 विल बी स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स पोजीशन। अब मैंने ये लिखा, अब ये बताता हूँ पोजीशन से मतलब क्या है। जैसे मैंने अगर 10 पहले लिखा है 90 बाद में, तो क्या होगा, 10 पहले लिखा है, यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे ए पहले था, तो जो पहले था वो वहीं पे स्टोर होगा, जो बाद में था वो बाद वाले में स्टोर होगा। तो अगर मैं इसे बी कर देता हूँ, इसे ए कर देता हूँ, तब क्या होगा, अब बी के अंदर 10 स्टोर होगा, ए के अंदर 90 स्टोर होगा। तो ये पोजीशंस के अकॉर्डिंग होती हैं, जो पहले होगा उसके अंदर पहले, जो बाद में होगा उसके अंदर बाद वाली वैल्यू स्टोर होगी। 10 एंड 90 आर पास्ड इन फंक्शन दैट विल बी स्टोर्ड इन पैरामीटर्स। तो ये पैरामीटर्स में 10 और 90 स्टोर हो जाएंगे, वही मैंने लिख रखा है। ओके, सो आई होप पैरामीटर फंक्शन भी आ गया होगा आपको। अब दूसरा फंक्शन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, स्पेसिफाइड टाइप पैरामीटर फंक्शन। ओके, यहाँ पे वाइड मेन फंक्शन। अब एक काम, एक चीज और बताता हूँ आपको। जैसे ये फंक्शन था, अगर मैं क्या करूँ, इससे कट कर दूं, ऐसे इसको बाहर ले आऊं, ऐसे पेश कर दूं। ओके, मैंने क्या करा है यहाँ पे, अगर मैं इसको ऐसे छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, फॉर नाउ, अभी के लिए, मैंने क्या करा ना कि ये जो फंक्शन था इंट सम वाला फंक्शन, इसको मैंने क्या करा, ये जो वाइड मेन फंक्शन था इसके बाहर में ले आया। अब क्या होगा, अब अगर मैं इसे रन करता हूँ ऐसे, मैंने अब इसे रन करा, अब क्या होगा, तो इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ। क्या हमें कोई एरर मिला, हमें कोई भी एरर नहीं मिला, हमारा ये अभी वर्क कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि वॉइड मेन के फंक्शन, हम लोग जो भी कोड लिखेंगे वो मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे और वही कोड्स एग्जीक्यूट होंगे, मैंने ये बोला था। बट जब हम लोग फंक्शन बना रहे हैं, हम लोग जब क्लासेस बना रहे हैं, तब हम लोग उसे बाहर भी ऐसे लगा सकते हैं, जो मेन फंक्शन होता है उसके बाहर भी हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, तो हमारा वो भी चलेगा, वो भी काम करेगा। तो आप बाहर भी ले सकते हैं उसे, अंदर भी ले सकते हैं। तो ये क्या करेगा, जब हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा ये यहाँ पे चेक करेगा इंट सम, यहाँ पे ये देखेगा कि हमारे पास एक क्या है, एक फंक्शन है जिसके अंदर एक इंटीजर बनाया गया है और उसमें ये रिटर्न हो रहा है। तो उसने कहा हाँ भाई ठीक है, ये सब हो रहा है काम। फिर ये आया मेन के फंक्शन के अंदर, फिर इसने देखा कि यहाँ पे सम फंक्शन कॉल हो रहा है, मीन्स इसने देखा था कि हाँ यहाँ पे सम फंक्शन था और वो कुछ रिटर्न कर रहा था और उसने यहाँ पे ऐसे डाल दिया, ठीक है, और बाकी जो काम थे आगे वो हो गए। तो हम लोग बाहर भी बेसिकली लगा सकते हैं। अगर मैं इसे ऐसे कट कर दूं, अगर मैं इसे कट करके वॉइड मेन फंक्शन जो है उसके नीचे लगा दूं, अब मैं रन करूं, अब क्या होगा, तो अब मैं जब ऐसे करके रन करूंगा तब भी हमारा वर्क कर रहा है। क्यों, अब ये क्या करेगा, अब ये यहाँ से अगर मान लीजिए एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ से एग्जीक्यूट हुआ, इसने देखा ठीक भाई यहाँ पे इतना तक तो वेरिएबल है, बट यहाँ पे एक फंक्शन कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे ये चेक करेगा कि ऊपर क्या कहीं पे फंक्शन है, नहीं है। अब ये नीचे चेक करेगा, नीचे जाएगा, इस वाले जो वॉइड मेन फंक्शन है इसके बाहर जाएगा, इसके बाहर अब ये चेक करेगा कि क्या यहाँ पे कोई सम नाम का फंक्शन है। इसने देखा हाँ यहाँ पे सम नाम का फंक्शन है, उसके अंदर जो भी था उसने काम कर दिया और यहाँ पे ये रिटर्न हो गया। तो अब नीचे डालें, अंदर डालें, बाहर डालें, कहीं पे भी डालें वो वर्क करेगा। तो इससे मैं कंट्रोल प्लस जेड जेड करके जहाँ पे था ये वापस वहीं पे ले आता हूँ। तो ये इसके अंदर था, यहाँ पे मैं इसको अंदर ले आता हूँ। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखेंगे इसको आई होप। और इसको थोड़ा सा मैं ऐसे छोटा कर देता हूँ। अब देखते हैं स्पेसिफाइड टाइप पैरामीटर फंक्शन। स्पेसिफाइड टाइप मतलब क्या हुआ, ये जो पैरामीटर था अब इनका टाइप हम स्पेसिफाई कर देंगे। जैसे ये जो पैरामीटर के अंदर जो भी वैल्यूज यहाँ से आ रही होंगी
उसका टाइप डिफाइन कर दूंगा। मैं बोल दूंगा कि यहाँ पे इंट होना चाहिए, ये जो ए है वो इंट ही होना चाहिए और कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें 10 ही डालना होगा, यहाँ पे हम स्ट्रिंग नहीं डाल सकते हैं। तो वही अब हम लोग देखते हैं कि वो कैसे होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ जल्दी से। लेट्स से अब मैं बाहर ही बना देता हूँ इस बार। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया void info, इन्फो नाम का एक फंक्शन, जो कि लेगा एक स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट और दूसरा लेगा एक एज टाइप का, आई मीन इंट टाइप का एक आर्गुमेंट जिसका नाम होगा एज। ये क्या कर रहा होगा, ये कर रहा होगा लेट्स से ये प्रिंट कर रहा होगा, ये प्रिंट कर रहा होगा क्या, नेम को। और क्या प्रिंट कर रहा होगा, और ये प्रिंट कर रहा होगा लेट्स से मैंने यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया, ये प्रिंट कर रहा होगा एज को ऐसे। तो ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे एक नेम ले रहा है, एक एज ले रहा है और उसे यहाँ पे सिंपली ऐसे प्रिंट कर रहा है। अब मुझे क्या करूंगा कि यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना है। क्या मुझे उसे प्रिंट करना है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी प्रिंट लगा है। तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये प्रिंट एग्जीक्यूट होगा और वो प्रिंट हो जाएगा। ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो इसे प्रिंट नहीं करना है, सीधे हमें कॉल करना फंक्शन, तो कॉल करते हैं। अब इसके अंदर मैं आर्गूमेंट्स डालनी है तो इसके अंदर आर्गूमेंट्स में डाल देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया स्टीव और यहाँ पे मैंने डाल दिया 35 ऐसे, तब तो ये काम सही है। मैंने यहाँ पे बोला था स्ट्रिंग टाइप का हमें आर्गुमेंट चाहिए, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की होनी चाहिए। क्या ये स्ट्रिंग है, हाँ ये स्ट्रिंग है। ये इंट होना चाहिए, क्या ये इंट है, हाँ ये इंट है। बट अगर मैं इस 35 को लेट्स से मैंने एक स्ट्रिंग बना दिया, अब ये स्ट्रिंग है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आ रहा है। ये बोल रहा है कि ये फंक्शन एक इंट ले रहा है बट आप यहाँ पे स्ट्रिंग डाल रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको इसे इंट ही डालना होगा। तो ये दोनों आपने टाइप स्पेसिफाई कर दिए कि पैरामीटर के टाइप ये है, मीन्स इसका जो आर्गुमेंट आएगा ये जो होगा ये इसी टाइप का होना चाहिए। अगर इसके टाइप का नहीं हुआ तब हमें एक एरर मिलेगा, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो बेसिकली इन्हीं को बोलते हैं क्या, स्पेसिफाई टाइप पैरामीटर फंक्शन। यहाँ पे मैंने बोला टाइप ऑफ पैरामीटर इज स्पेसिफाई, सो आर्गुमेंट्स हैव टू बी ऑफ सेम टाइप एज पैरामीटर्स, आर्गुमेंट्स हैव टू बी पास ऑफ सेम टाइप एज पैरामीटर्स। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब सीधे इसको रन करूँ मैं अगर, तो इसका आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, जो भी नेम था वो और जो भी एज था हमें यहाँ पे इसका आउटपुट मिल जाएगा। तो इसे मैं रन करूंगा तो स्टीव और 35 हमें ऐसे प्रिंट होके मिल गया। तो यही होता है क्या, स्पेसिफाइड टाइप पैरामीटर फंक्शन। अब दूसरा फंक्शन देखेंगे। आज थारा भाई आपको इतने फंक्शन बताएगा, इतने फंक्शन बताएगा कि आपने कभी सोची ना होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दूसरा फंक्शन बनाता हूँ। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑप्शनल पैरामीटर फंक्शन डॉट डॉट। अब देखते हैं ऑप्शनल पैरामीटर फंक्शन ये क्या होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सीधे वाइड मेन और यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, बाहरी बनाता हूँ। अब आधे ये भी बता दूँ कि आप फंक्शन को बाहरी बनाए, यही रिकमेंडेड है, क्योंकि आप अंदर की जो काम करते हैं वो अलग से होने चाहिए थोड़े। ठीक है, तो आप जो बाहर के काम होते हैं जैसे फंक्शंस हो गए, क्लासेस हो गई, ये सब बाहर बनाए। तो मैं क्या करता हूँ, फंक्शन को बाहर बनाता हूँ। मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, मैं लेट्स से एक फंक्शन बना रहा हूँ स्टूडेंट नाम का। मैंने बताया था आपको कि टाइप स्पेसिफाई करने की आपको जरूरत नहीं, ये रिक्वायर्ड नहीं है। बट जब आप चाहते हैं करना तो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे मैं अलग अलग टाइप से बताते जा रहा हूँ आपको। तो ये फंक्शन क्या करता है, ये लेता है एक नेम और ये क्या करता है, ये एक लेता है क्या, रोल नंबर। तो आर एन हो गया। अब मैंने ये क्या करा है ये बताता हूँ मैंने क्या करा है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ जो कि नेम को प्रिंट कर देगा और जो भी रोल नंबर है, आर एन मीन्स रोल नंबर, उसे प्रिंट कर देगा। यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, नेम और आर एन को प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे तो समझ में आता है कि ये एक आर्गुमेंट है, बट ये क्या है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में इसको क्यों डाला। अगर मैं इसको ऐसे डाल देता तब तो हाँ ठीक है, ये एक रोल नंबर होता है, बट मैंने यहाँ पे ऐसे डाल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये एक ऑप्शनल हो चुका है। मीन्स अगर आप यहाँ पे नेम डालेंगे तो आप नेम डाल दें, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ नेम डालना तो आप नेम डाल के ऐसे छोड़ सकते हैं, और ये वाला अगर आप चाहते हैं रोल नंबर भी डालना तो आप रोल नंबर भी डाल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सीधे अगर इसे कॉल करता हूँ स्टूडेंट और इसके अंदर जैसे मैंने सिर्फ डस्टिन डाल दिया, डस्टिन, ये स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट। अब आपने देखा क्या हुआ, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक आर्गुमेंट डाला बट यहाँ पे क्या कर रहा था, दो ले रहा था। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक डाला, कोई एरर नहीं आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए। मीन्स ये हो गया ऑप्शनल। ऑप्शनल मीन्स क्या होता है कि आप करें या ना करें, मीन्स आप इसकी वैल्यू डालें या ना डालें उससे कोई इशू नहीं होगा। अगर मैं ये ब्रैकेट हटा दूं स्क्वायर वाले तब क्या होगा, अगर मैं ये ब्रैकेट जैसे ही हटाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आ रहा है। ये बोल रहा है कि ये फंक्शन लेता था दो आर्गुमेंट बट आपने उसके अंदर एक ही आर्गुमेंट डाला, तो ये एक एरर है। अब इसके अंदर मैं दूसरा डाल दूं 10, तब अब ये सही हो गया क्योंकि अब ये दो थे, ये दो ले रहा है। बट अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं ऐसे, अब अगर मैं इसको हटा दूं
तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ऑप्शनल है, ये आपकी मर्जी है, आप रोल नंबर डालना चाहें यहाँ पे डालें कॉमा लगा के, नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें। फॉर नाउ मैंने नहीं डाला, रन करा, ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। तो इसको मैंने रन करा, तो नेम की जगह नेम डस्टिन आ गया और आरएन की जगह नल, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं डाला था। अब अगर मैं इसके क्या करूँ, इसके अंदर डाल देता हूँ मैं, अब डस्टिन की जगह मैं यहाँ पे स्टार कर देता हूँ और यहाँ पे एज डाल देता हूँ जैसे 40। तो मैं 40 डाल के रन करता हूँ, फिर भी कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शनल था, आप डाले चाहे ना डाले, मैंने यहाँ पे नहीं डाला, यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पे क्या हो, डस्टिन और नल प्रिंट हो गया और यहाँ पे स्टार और यहाँ पे 40। तो यही होता है ऑप्शनल पैरामीटर फंक्शन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन क्या है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफॉल्ट वैल्यू पैरामीटर फंक्शन डॉट डॉट, और सेम यहाँ पे void मेन फंक्शन। अब देखते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू पैरामीटर, इसका मतलब क्या हुआ, डिफॉल्ट वैल्यू पैरामीटर मतलब क्या हुआ, ये क्या था, ऑप्शनल पैरामीटर। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिफॉल्ट पैरामीटर मीन्स, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ स्टूडेंट2 नाम का। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया स्टूडेंट, इसको और नीचे कर देता हूँ, स्टूडेंट2 नाम का एक फंक्शन बनाया जो कि रहता है एक नेम, और सेम ऐसे यहाँ पे ऑप्शनल वाला था, मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया आरएन, फिर से रोल नंबर ऐसे डाल दिया, और मैंने सेम क्या करा, प्रिंट कर दिया यही वाला जो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर रहा था। इसे कॉपी करता हूँ सीधे ऐसे और यहाँ पे ला के पेस्ट, यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे नेम और आरएन है, यहाँ पे ऐसे पेस्ट करने देना। और यहाँ पे मैंने क्या करा कि एक, जैसे मैंने बनाया एक नाम, मार्क नाम का मार्क, और मैं क्या करूंगा, इसको स्टूडेंट2 के अंदर पास कर दूंगा, स्टूडेंट2 के अंदर पास कर दूंगा। आर्गुमेंट पास करना मीन्स उस फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट डाल देना। तो ये नेम होगा ऐसे नेम, और वहाँ पे नेम नेम नहीं होगा, ये होगा नेम ऐसे। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, नेम वेरिएबल पास कर दिया। अब वैल्यू पास करें या वेरिएबल पास करें एक ही बात हुई, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल तो है ना। ओके, तो अभी तक क्या हो रहा था कि आप रोल नंबर पास करें या ना करें, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अगर ऐसे लगा दूं इज इक्वल्स टू 15, ये क्या करा मैंने, ये क्या करा मैंने, यहाँ पे अब मैंने क्या बोल दिया है, अगर आरएन में कोई भी, यहाँ पे अगर आरएन जो था इसके अकॉर्डिंग अगर कोई आर्गुमेंट पास नहीं होगा, तब आरएन के अंदर एक डिफॉल्ट वैल्यू होगी, इसके अंदर एक डिफॉल्ट वैल्यू होगी जो कि होगी 15। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, फंक्शन को कॉल करा, इसके अंदर मैंने सिर्फ नेम डाल दिया बट रोल नंबर नहीं डाला। तो अब अगर मैं इसे रन करूं, तब नेम में क्या प्रिंट हो जाएगा, नेम में मार्क प्रिंट हो जाएगा, और जो हमारा रोल नंबर था उसमें 15 प्रिंट हो गया, क्योंकि ये होता है एक डिफॉल्ट वैल्यू। मीन्स इसके अंदर अगर यूजर ने इसके लिए आर्गुमेंट पास नहीं करा तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी 15 और वो प्रिंट हो जाएगा। अगर ये नहीं डालते थे तब क्या होता था, अगर ये नहीं डालते थे तब होता था क्या, ये एक नल, बट मैंने यहाँ पे 15 डाल दिया है। अब अगर मैं डाल दूंगा, अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दिया, अब यहाँ पे मैंने नेम की जगह इसको डाल दिया मैंने लेट्स से प्लेयर, और इसमें मैंने रोल नंबर डाल दिया 50। अब क्या होगा, अब इसे मैं रन करता हूँ, अब क्या ये आरएन अब भी 50 रहेगा, आई मीन 15 रहेगा, नहीं, अब ये 50 हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये डिफॉल्ट होता है, अगर नहीं डाली गई, अगर आर्गुमेंट इसके लिए नहीं पास करा गया तब तो आरएन की वैल्यू 15 हो जाएगी, बट अगर आर्गुमेंट पास कर दिया तो आरएन की वैल्यू 15 नहीं, आरएन में जो मैंने डाली है 50 वही आ जाएगा। सो यही होता है डिफॉल्ट वैल्यू पैरामीटर फंक्शन। सो आई होप ये भी अब आपको आ गया होगा। ओके, सो हम लोग ने ये भी देख लिया। अब अगर मैं नोट्स में यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर नीचे आता हूँ यहाँ पे default value for rn is set, so if the argument will not be passed for this parameter then 15 will be stored in it, rn else the passed argument will be stored in it। जो भी मैंने बताया वही यहाँ पे मैंने ऐसे रखा है। यहाँ पे मैंने लिखा obviously variables can also be passed as arguments। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, named parameters। अब ये named parameter functions ये क्या होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ named parameter func डॉट डॉट। ओके, और यहाँ पे void main, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, सीधे एक फंक्शन बनाता हूँ, वही हम लोग बना भी इतनी देर से यही कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से पोस्ट नाम का एक फंक्शन है मीन्स पोजीशन। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अगर मैं क्या करूँ कि इसके अंदर मैं ऐसे ब्रेसेस लगा दिया। अब मैंने लिखा इंट क्वेश्चन मार्क ए, और मैंने क्या करा इंट क्वेश्चन मार्क बी। क्वेश्चन मार्क क्या होता है, नल सेफ्टी, ये मैं बता चुका हूँ आपको। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, ऐसे कर देता हूँ इंट,
और यहाँ पे इस फंक्शन में क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन में मैं ए को ऐसे प्रिंट कर रहा हूँ ऐसे, और प्लस बी को ऐसे प्रिंट कर रहा हूँ, और बी के बाद मुझे ऐसे लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसमें नल सेफ्टी लगा रखी है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ये सब क्या डाल रखा है, ये सब क्या है, अगर मैं नोट्स में आऊँ तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये जो ब्रेसेस मैंने क्यों लगाए, पैरामीटर्स इन पैरामीटर्स इन ब्रेसेस फॉर पासिंग आर्गुमेंट्स इन इट अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स। मैंने यहाँ पे बोला था नेम्ड पैरामीटर्स, इससे पता चला हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग अभी क्या कर रहे थे, पहले वाला जो पैरामीटर होता है उसमें जो पहली वाली वैल्यू होती है, जैसे अगर मैं लिखूं पॉज और इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ इंट है तो 10 और 10 डाल दिया मैंने। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक क्या हो रहा था कि 10 के अंदर ये जो मैंने डाला है, ए पहला है तो उसके अंदर पहला वाला स्टोर हो जाएगा, बी बाद में है तो उसके अंदर बाद वाला हो जाएगा। बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जो मैं पहले डालूं वो बाद वाले में स्टोर हो जाए, और जो बाद में डालूं वो पहले वाले अकॉर्डिंग हो जाए। तो ये कैसे होगा, तब हम लोग ये जो नेम है पैरामीटर को जो नाम है उनका यूज करके करेंगे। मैं यहाँ पे बोलूंगा कि बी के अंदर डाल दो, बी के अंदर डाल दो 10, ना कि ए के अंदर। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा बी और कोलन, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि ए के अंदर डाल दो 10, तो यहाँ पे ए कोलन। तो जिसके भी अंदर डालना होगा, जिस भी पैरामीटर के अंदर डालना होगा उसका नाम लिखना है, और यहाँ पे लिख देना है कोलन, और उसके अंदर जो भी डालना है वो। तो ये काम होता है नेम्ड पैरामीटर फंक्शन के साथ। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा कि यहाँ पे मैंने लिखा इफ पैरामीटर्स टाइप डिफाइंड द नल सेफ्टी हैज टू बी यूज। तो अगर मैंने यहाँ पे पैरामीटर का जो टाइप स्पेसिफाई करा है तो हमें नल सेफ्टी ऐसे लगाना होगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो एक एरर आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने पैरामीटर लगाया, स्पेसिफाई करा पैरामीटर का जो टाइप स्पेसिफाई करा है, अगर करा है तो हमें नल सेफ्टी यहाँ पे ऐसे लगाना होगा। तो जब हम लोग नेम के साथ डालना चाहते हैं, आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं पैरामीटर में, तब हम लोग क्या करते हैं, ब्रेसेस लगा देते हैं, और ठीक उसके अंदर जैसे पैरामीटर्स डालते थे वैसे। और अगर टाइप स्पेसिफाई करा है तो टाइप स्पेसिफाई करें और उसके अंदर नल सेफ्टी, और यहाँ पे ए यहाँ पे ऐसे लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एक नल सेफ्टी है। ओके, सो यही होता है नेम्ड पैरामीटर फंक्शन, जो कि हम लोग ने ये भी देख लिया है। ऑल राइट, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होगा एनोनिमस फंक्शन डॉट डॉट। अब देखते हैं कि एनोनिमस फंक्शन ये क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ void main। अब इसके अंदर मैं बाहर फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर अंदर ही काम करेंगे। तो ये आपको पता है, ये फंक्शन मैं बता चुका हूँ, अभी आपको पता चलेगा जब मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, कुछ नाम्स की लिस्ट, शॉन हो गया, डॉन हो गया, DO1 वाला नहीं DWN वाला, यहाँ पे हो गया मॉन। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक लिस्ट बनाया जिसके अंदर कुछ नाम लगा है, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स डाल दिए। अब मैंने यहाँ पे लिखा नेम्स डॉट डॉट के बाद क्या, फॉर ईच क्या था, लूप में हम लोग ने पढ़ा था ये, आई होप अब तक आपको याद हो। ये क्या था, एक फॉर लूप। ओके, यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, आई मीन फॉर लूप नहीं था ये एक लूप था, फॉर ईच लूप। तो ये फॉर ईच लूप क्या ये एक एनोनिमस फंक्शन है? नहीं, ये एनोनिमस फंक्शन नहीं है। इसके अंदर जो फंक्शन होगा वो एनोनिमस फंक्शन होगा। एनोनिमस फंक्शन होता क्या है, नोट्स में देखते हैं एनोनिमस फंक्शन क्या होता है। एनोनिमस फंक्शंस एनोनिमस फंक्शन इज फंक्शन विदाउट नेम। सो ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो उसे बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे फंक्शन बना रहे थे, तो इस फंक्शन का क्या नाम था, पॉस, और इस फंक्शन का क्या नाम था, स्टूडेंट टू। बट अब हम लोग एनोनिमस फंक्शन बनाएंगे, मीन्स उस फंक्शन का कोई नाम ही नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर ईच के अंदर एक एनोनिमस फंक्शन बनाएंगे। एनोनिमस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता है तो उसके अंदर मैंने ऐसे लिख दिया। अब ऐसे क्या होता था, ऐसे फंक्शन ही तो होता था, इसके पहले फंक्शन का नाम लिखते थे। जैसे मैंने फंक्शन का नाम डाल दिया सिट, तो ये क्या होता था, ये इतना ऐसे फंक्शन होता था। बट एनोनिमस फंक्शन है तो मतलब उसका नाम नहीं हुआ, तो उसका नाम मैंने ऐसे हटा दिया। तो अब ये क्या हो गया, अब ये एक एनोनिमस फंक्शन हो गया। अब हम लोग क्या करते थे, जैसे इसके लिए हम लोग यूज करते थे, तो उसके अंदर हम लोग कुछ को डाल देना होता है। जैसे मैंने नेम डाल दिया। अब मैं इस नेम के साथ जो भी करना चाहता हूँ, ये नेम क्या है, ये नेम क्या है, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं यही। अब नेम के अंदर शॉन आएगा, फिर नेम के अंदर डॉन आएगा, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो फिर से बता के टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ मैं सीधे लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पे नेम। ओके, तो ये जो इतना है यही है हमारा एनोनिमस फंक्शन, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है, ये फंक्शन है जिसका कोई नाम नहीं है, ये प्रिंट कर रहा है नेम को इनके। तो अगर मैं इसे रन करूं तो हमें क्या होगा कि एक एक जो एलिमेंट है इस वाली लिस्ट का, हमें वो एक एक करके प्रिंट होके मिल जाएगा, शॉन डॉन एंड मॉन। ओके, तो ये भी
हो गया हमारा। अब एक लास्ट फंक्शन बचा है, बाकी सारे फंक्शंस हम लोग ने देख लिए एंड आई होप आपको आ रहा होगा, ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें और इम्पोर्टेंट भी। एरो फंक्शन देखते हैं कि एरो फंक्शन क्या है। ये लास्ट फंक्शन है और सबसे ईजिएस्ट, एरो फंक्शन डॉट डार्ट। अब एरो फंक्शन देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाइड मेन, और मैं क्या करूँगा, सेम पूरा ये कॉपी करता हूँ, ऐसे पूरा कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ क्योंकि ये सेम ऐसा ही है, एकदम सिमिलर है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, हम लोग यहाँ पे भी डॉट फॉर ईच फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एरो फंक्शन मतलब क्या हुआ कि एरो लगेगा। तो ये भी आपको बता चुका हूँ मैं कि जब हम लोग एक लाइन में कुछ करना चाहते तब हम लोग एरो का यूज करते थे, और जब हम लोग मल्टीपल लाइन में कुछ काम करना चाहते थे तब हम लोग किसका यूज करते थे, ब्रेसेस का, जो कि हम लोग ने यहाँ पे यूज करें, ये जो ब्रेसेस है यहाँ पे। तो एरो फंक्शन क्या होता है, मीन्स एरो वाला फंक्शन, मीन्स ये क्या करेगा कि ये एक फंक्शन हो गया, एरो लगाया, तो एक लाइन में जो भी करना है उस फंक्शन को वो यहाँ पे डिफाइन कर देना है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि प्रिंट कर देना नेम को, ये जो नेम है ये सारे इसके अंदर आएंगे और ये प्रिंट हो जाएंगे। तो एरो फंक्शन बेसिकली ये है, ये एक एरो फंक्शन होता है, यहाँ पे इसका आउटपुट मिलेगा। तो इसी के साथ हमारे सारे फंक्शन खत्म हुए। यहाँ पे मैंने आपको सारे फंक्शंस बता दिए। ये चैप्टर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग भी चैप्टर था ये, जिसका यूज़ आप बहुत ही ज़्यादा करेंगे। सो ये आई होप आप लोगों ने ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा और आपको सब आ गया होगा। सो इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। सो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11, इस पूरे कोर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, जो कि होगा, शायद आपको पता चल गया होगा, जो कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। तो इसको मैं कोड में ओपन कर लेता हूँ, VS कोड में, और इसको थोड़ा सा नीचे लाता हूँ। सो अब हम लोग चैप्टर 11 में क्या देखेंगे, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। सो अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर उसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो वो कहलाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको कि डार्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जैसे C++ हो गया, पाइथन हो गया, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, क्योंकि इनमें क्या होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, और ये जो जैसे सी होगी, सी में क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। डार्ट है क्योंकि इसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक सबसे पहले क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्लास और ऑब्जेक्ट डॉट डार्ट। ओके, तो क्लास यहाँ पे मैंने डार्ट पे एक फाइल बना लिया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वॉइड मेन फंक्शन बना के इसे रन कर दूंगा। उससे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये क्लास होता क्या है। क्लास देखते हैं, ये क्लास क्या होता है। क्लास इज लाइक अ कंटेनर दैट कंटेन्स इट्स मेंबर्स लाइक वेरिएबल्स फंक्शंस। सो क्लास क्या होता है, एक कंटेनर की तरह होता है जो कि अपने मेंबर्स को स्टोर करता है। और उसके मेंबर्स कौन से होते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं वेरिएबल्स, फंक्शंस, ये सब। अब जैसे मैंने बताया था आपको कि वेरिएबल भी एक क्या होता है, कंटेनर, बट उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते थे कि सिर्फ एक वैल्यू स्टोर कर सकते थे। बट एक क्लास क्या होता है, क्लास भी एक कंटेनर होता है, बट उसके अंदर हम लोग वेरिएबल्स को भी स्टोर कर सकते हैं, फंक्शंस को भी स्टोर कर सकते हैं। सो जब हम लोग बहुत सारी चीजें बना रहे हैं तो हम लोग उसको एक में ग्रुप करके एक क्लास में डाल सकते हैं। जैसे एक क्लास है, उसका नाम है मोबाइल, ठीक है, तो उस मोबाइल से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, जैसे उसमें एक वेरिएबल है उस मोबाइल का जो कि रैम स्टोर कर रहा है, जैसे मैंने लिखा वेर RAM, और उसका अंदर मैंने डाल दिया 8। और फिर मैंने उसके एक फंक्शन बनाया, उसके फंक्शन में मैंने क्या करे, कुछ स्टेटमेंट्स प्रिंट कर दें उस फंक्शन में मैंने, इससे रिलेटेड, फोन के रिलेटेड। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो वेरिएबल और ये जो फंक्शन है, इस फोन से जो रिलेटेड है, मैं क्या करूंगा, क्लास का एक फोन बनाऊंगा, फोन का एक क्लास बनाऊंगा और उसके अंदर वही वाली वेरिएबल्स और फंक्शन डाल दूंगा। तो जब हम लोग बहुत सारी चीज एक में ग्रुप करके डालना चाहते हैं तो हम लोग क्लास का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वाइड मेन फंक्शन, और इसे मैं सीधे रन कर देता हूँ। तो क्लास बेसिकली क्या हो गया, एक कंटेनर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इट मेक्स द कोड शॉर्ट एंड इजियर टू अंडरस्टैंड। ये क्या कर देता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का अगर हम लोग यूज करते हैं तो ये क्या कर देता है कि जो हमारे कोड्स हैं उसे छोटा और इजियर बना देता है समझने में। इट इज अ ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ इट। ये क्या होता है, ब्लू प्रिंट होता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। ब्लू प्रिंट से क्या मतलब हुआ, जैसे हमने क्लास का एक नाम बनाया उसी नाम से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजेबल कॉन्सेप्ट इन डार्ट। तो इन डार्ट भी और जिस जो अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं और भी, उनमें भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत ही ज्यादा यूज करने वाला भी होता है। तो क्लास अब हम लोग ने देख लिया। अब देखते हैं हम लोग कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है।
ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास दैट कैन एक्सेस ऑल मेंबर्स ऑफ क्लास। ये बेसिकली क्या होता है, ये जो क्लास होती है क्लास का इंस्टेंस होता है, और हम लोग क्या कर सकते हैं क्लास के अंदर जो होता है, जो मेंबर्स होते हैं इसके इसके मेंबर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स, फंक्शन, इन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले क्लास के ऑब्जेक्ट से हेल्प से हम लोग ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। मैनी ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड ऑफ अ क्लास। तो एक क्लास के हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। तो अभी अगर नहीं समझ में आ रहा कैसे होता है, तो कोड जब हम लोग लिखेंगे तब एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं समझ लीजिए सब होते क्या है। When a class is defined, no memory is allocated, but memory is allocated when object is created। तो जब हम लोग ये क्लास बनाते हैं तो क्या होता है, कोई मेमोरी वो नहीं लेता, बट जब हम लोग इसकी ऑब्जेक्ट बना देते हैं तब क्या होता है, तब वो मेमोरी लेता है। ओके, सो क्लास एंड ऑब्जेक्ट अब हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो क्लास होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये सब बनाते कैसे। तो इसे मैं ऐसे करता हूँ। तो क्लास बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, क्लास को बाहर बनाऊंगा। अब क्लास बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगा, क्लास। हर एक चीज के लिए जैसे वेरिएबल बनाते तो वेर लिखते थे, और इन टाइप का तो इंट, और फंक्शन सिर्फ फंक्शन के हम लोग क्या करते थे, फंक्शन के लिए क्वेश्चन लिखते थे, ठीक है। और जैसे लिस्ट के बनाते थे लिस्ट, देन सेट के लिए सेट, मैप के लिए मैप, तो सब हम लोग क्या करते हैं, जो भी बनाना हो तो पहले वो लिख देते हैं। ठीक वैसे ही तरह क्लास के लिए हम लोग क्लास लिख देंगे। क्लास के बाद क्या लिखना है, क्लास के बाद लिखना है इस क्लास का नाम। जैसे मैंने लिख दिया इस क्लास का नाम प्रोग्रामर। तो ये एक प्रोग्रामर क्लासेस है, मीन्स क्या हुआ कि इस क्लास के अंदर प्रोग्रामर से रिलेटेड चीजें होंगी। अब इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, बट क्लास कब बनाते हैं, जब हम लोग कुछ रिलेटेड उससे बनाना चाहते हैं, तब हम लोग क्या कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं चीजों को। तो क्लास लिखना है, देन प्रोग्रामर लिखना है जो क्लास का नाम होगा, फिर उसके बाद ब्रेसेस लगा देना है, और क्लास हमारा बन गया। अब इसके अंदर हम लोग मेंबर्स लिखेंगे, इसके मेंबर्स, इस क्लास मेंबर्स। मेंबर्स क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं जैसे वेरिएबल्स, और हमारे जो फंक्शंस होते हैं वो सब। तो मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है। एक वेरिएबल बना दिया मैंने, लेट्स से 1001। ये एक वेरिएबल है कोड नाम का। तो ये क्या है, ये एक मेंबर है, इस क्लास का मेंबर है। यहाँ पे मैं एक फंक्शन भी बना सकता हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं शो कोड का एक फंक्शन बनाता हूँ, और मैं प्रिंट कर दूंगा ये वाला कोड, ऐसे कर देता हूँ। ओके, ये ऐसे हो गया, और इसको मैं स्पेस हटाता हूँ इसे। सो ये पूरा हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक क्लास। ये क्या है, इतना क्लास है, ये दोनों क्या है, ये वेरिएबल्स और फंक्शन इसके मेंबर्स हैं, इस क्लास के मेंबर्स। तो अगर अभी तो मैंने क्लास को अगर मैंने बाहर बनाया, अगर मैं इसे कट करूं और इस वाइड मेन फंक्शन जो अगर इसके अंदर डाल दूं तो क्या होगा, अगर मैं इसके अंदर डालता हूं तो ये एक एरर होगा। हम लोग कोई भी क्लास फंक्शन में नहीं डाल सकते, तो हमें क्लास क्या करना होगा, बाहर ही बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा, एक क्लास बना दिया, और यहाँ पे एक ब्रेसेस नहीं लगा, अब ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये वाला ब्रेस हटा दूंगा। तो यहाँ पे अभी मैंने क्या करा कि एक मैंने यहाँ पे क्लास बना दी है, और इसके मैंने मेंबर्स बना दिए। तो क्लास तो हम लोग ने देख लिया क्या होता है, एक क्लास हो उसके अंदर मैंने मेंबर्स डाले और डाल दिए। अब मुझे क्या करना है कि इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ये जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ताकि हम लोग क्या करें कि ये दोनों एक्सेस कर सकें। ये दोनों एक्सेस कहाँ कर सकें, यहाँ पे। क्यों ऐसा क्यों करेंगे, अब जैसे इसके अंदर फंक्शन है शो कोड, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ शो कोड, तो अब देखिए यहाँ पे कोई सा फंक्शन है, इस नाम का कोई सा फंक्शन नहीं शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि लिए ये शो कोड फंक्शन कहाँ पे है, ये क्लास के अंदर है। इस वजह से हम लोग ऐसे गेट नहीं कर सकते, उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर हमें किसी क्लास का फंक्शन या उसका वेरिएबल उसके मेंबर्स एक्सेस करने हैं, तो हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से हम उस क्लास के मेंबर्स एक्सेस कर सकें। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि उसका एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब वेरिएबल जो होगा वही क्या होगा, वही होगा एक ऑब्जेक्ट। तो लेट्स से इस ऑब्जेक्ट का मैंने नाम रख दिया मार्क, ठीक है। मार्क एक प्रोग्रामर है। फिर क्या करना है आपने, यहाँ पे लिखना है न्यू, देन प्रोग्रामर। अब न्यू प्रोग्रामर मतलब नया प्रोग्रामर नहीं, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट बनाने का एक तरीका है। तो ये मार्क जो है ये वेरिएबल नहीं है, ये क्या हुआ, ये हुआ एक ऑब्जेक्ट। तो जिस भी वेरिएबल में आपने क्या करा, ऐसे करके आपने उसमें क्या करा, उसमें आपने न्यू लगाया। और ये जो प्रोग्रामर क्या है, ये क्लास है। तो क्लास का नाम लिख के ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस लगा दिया, ये हो गया एक ऑब्जेक्ट। इस क्लास का ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट गेट कर लिया हम लोग ने, बना लिया। अब हम लोग इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से उस क्लास के प्रोग्रामर क्लास के मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट। अब मुझे क्या करना है कि ये जो कोड है मुझे इसी प्रिंट करना है, तो कैसे करूंगा, मैं इस ऑब्जेक्ट का यूज करूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, मैं लिखूंगा मार्क। मार्क क्या है, ऑब्जेक्ट। मैंने बोला इस ऑब्जेक्ट के क्लास का कोड एक्सेस कर लो। अब देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो क्लास है इसका जो ऑब्जेक्ट है, हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास का जो कोड वाला क्या है वेरिएबल,
ये हम लोग ने गेट कर लिया इसके ऑब्जेक्ट से। सो डॉट लिखना, उसके बाद जो भी एक्सेस करना है वो लिख देना। अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल, फंक्शन है तो फंक्शन। फंक्शन के लिए मैं ऐसे क्या करूंगा, फंक्शन के लिए मुझे प्रिंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, उसे कॉल कर देता हूँ। कॉल करने के लिए लिखना होगा शो कोड। तो आई होप आपको कॉल करना आता हो। फंक्शन कैसे करते थे, सिर्फ ऐसे लिख देते तो कॉल हो जाता था, बट ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से गेट कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट का नाम देन डॉट, और फिर मैंने क्या कर दिया यहाँ पे उसे कॉल कर दिया। अब मैं इसे रन करता हूँ। तो जब मैं इसे रन करूंगा तो ये जो कोड है हमारा वो प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला फंक्शन कॉल होगा जिसमें ये वाला कोड प्रिंट हो रहा था, वो भी प्रिंट हो जाएगा। तो दो बार हमारे ये दोनों क्या होंगे, प्रिंट हो जाएंगे। 1001 मीन्स 1001। अब मैंने नोट्स में भी लिख रखा था कि हम लोग और भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, इस सेम क्लास के हम लोग और भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो भी हम लोग अभी देखेंगे कि हम लोग और ऑब्जेक्ट्स कैसे बना सकते हैं सेम क्लास के। तो फॉर नाउ ये रन हो रहा है, बाकी मैंने नोट्स में भी वही सब लिख दिया है। ये दोनों क्या है, मेंबर्स, ये क्लास का नाम है, ये पूरी एक क्लास है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास प्रोग्रामर। न्यू कीवर्ड इज ऑप्शनल। तो यहाँ पे मैंने एक चीज और लिखी है, न्यू कीवर्ड इज ऑप्शनल मीन्स अगर आप ये न्यू लगाएं या ना लगाएं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया तब भी आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं है। अब भी क्या आ रहा है, 1001 आ रहा है दो बार इन दोनों से। अब मैं रन करता हूँ तो क्या आ गया, तब भी वही आएगा। तो ये जो न्यू है, ये जो न्यू है ये क्या है, ये ऑप्शनल है। तो आप न्यू लगाएं या ना लगाएं, तो मैं क्या करता हूँ कि इसे कमेंट आउट करके यहाँ से न्यू हटा देता हूँ, ताकि आपको याद रहे कि न्यू ऑप्शनल है। तो आप देख सकते हैं तब भी वही आउटपुट है। तो हम लोग ने क्या करा, ये भी देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं सेम सेम वाले क्लास का, प्रोग्रामर क्लास का। तो उसके लिए मैं दूसरा बनाऊंगा और उसमें क्या कर दूंगा मैं कि उसी वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। तो बिल क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने न्यू नहीं लगाया। अब सेम हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे भी गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि बिल डॉट शो कोड, सिर्फ ये अलग कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब 3 बार 1001 प्रिंट हो जाएगा। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही क्लास के और भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और बना सकते हैं आप 2 3 4 5, आप पे डिपेंड करता हो। तो ये भी रन हो गया। अब क्या होगा कि 3 बार हमारा 1001 प्रिंट होके मिल जाएगा, जो कि हमें मिल गया। सो यही होते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स देख लिया। बाकी मैंने नोट्स में भी सब कुछ लिख दिया है। कैन मेक मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम क्लास। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास प्रोग्राम, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। कैन चेंज वैल्यू ऑफ मेंबर। अब मैंने यहाँ पे एक चीज और लिखी, कैन चेंज वैल्यू ऑफ मेंबर। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये जो कोड मैंने यहाँ पे डाला है ऐसे 1001, इस वेरिएबल का जो वैल्यू है हम लोग उसे भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अब मैं क्या करता हूँ, अब अगर मैं चेंज करूंगा तो क्लास का यहाँ पे नहीं चेंज होगा, वो किसका चेंज होगा, वो इस ऑब्जेक्ट का चेंज होगा। मीन्स इस ऑब्जेक्ट से जो क्लास है, ये क्लास है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट ये है, तो सिर्फ बिल के लिए चेंज होगा। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूँ बिल डॉट, इसका जो कोड था मैंने उसको इज इक्वल टू कर दिया, और 1001 से लेस से मैंने कर दिया 100। अब क्या हो गया, इसका कोड जो है, ये जो कोड है ये 100 हो गया। किसका किसका, इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ हुआ है, मार्क के लिए नहीं। अगर मैं इसे रन करता हूँ फॉर नाउ, तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 100। ओके, तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 100। तो इसको मैं नीचे लाता हूँ, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे क्या करा है कि जो कोड था वो मैंने चेंज कर दिया, इसे 100 कर दिया। तो हमें वही 100 प्रिंट होके मिल गया, जो कि मिल गया। अब अगर मैं क्या करूँ, मार्क का जो शो कोड है, अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करा, कोड को चेंज कर दिया, 100 कर दिया। अब मैं रन करता हूँ तो क्या अब हमें मार्क के लिए भी 100 मिलेगा, मार्क के लिए हमें 100 नहीं मिला, क्योंकि मैंने बोला आपको सिर्फ बिल के लिए मैंने इसका कोड जो है वो चेंज करा है, ना कि मार्क के लिए। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप चेंज कर रहे हैं सिर्फ उसका होगा। तो ये भी हम लोग ने देख लिया। तो ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट हम लोग ने देख ली, बेसिक चीजें सारी देख ली। अब अलग अलग चीजें देखते हैं उसमें क्या क्या आते हैं। स्टैटिक मेंबर क्या होता है, स्टैटिक मेंबर के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बनाऊंगा एक स्टैटिक स्टैटिक मेंबर डॉट डॉट। अब मेंबर मतलब क्या हुआ, क्लास का मेंबर, बट हम लोग देखेंगे स्टैटिक मेंबर। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ ऐसे। अब स्टैटिक मेंबर देखने की, स्टैटिक मेंबर क्या होता है, स्टैटिक मेंबर कैंट बी एक्सेस बाय ऑब्जेक्ट। सो जो स्टैटिक मेंबर होते हैं वो हम लोग ऑब्जेक्ट से नहीं गेट कर सकते। अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि क्लास के जो मेंबर्स थे वो ऑब्जेक्ट से गेट कर पा रहे थे, एक्सेस कर पा रहे थे। बट ये जो स्टैटिक मेंबर होता है वो हम लोग ऑब्जेक्ट से नहीं गेट कर सकते। इट कैन बी ओनली एक्सेस बाय इट्स क्लास। सो अगर
जो भी क्लास के अंदर जो भी मेंबर है, अगर वो स्टैटिक मेंबर है तो सिर्फ वही वाला क्लास उस वाले मेंबर को, उसके स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर सकता है। तो ये कोड से देखने कैसे होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया, तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना देता हूँ स्टैट मेम नाम का, क्योंकि ये स्टैटिक मेंबर होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक बनाऊंगा क्या, यहाँ पे एक बनाऊंगा मैं स्टैटिक मेंबर। स्टैटिक मेंबर के लिए हमें क्या लिखना होगा, स्टैटिक, ऐसे स्टैटिक। फिर उसके बाद अब जैसे मेंबर बनाते हैं सिंपली वैसे बना दे। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे कर दिया। यहाँ पे दूसरा बना लेता हूँ, बी इज इक्वल टू, इसको कर देता हूँ मैं 52। तो ये क्या है, ये स्टैटिक मेंबर है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैटिक फंक्शन भी बना सकते हैं, जैसे हम लोग ने वेरिएबल बनाए। तो यहाँ पे s1 कर देता हूँ, मीन्स स्टैटिक फंक्शन। यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ मैं स्टैटिक फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या करे, दो स्टैटिक, तीन इवन तो, एक दो और तीन स्टैटिक मेंबर्स मैंने बना लिए। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, वेयर एस एम मीन्स स्टैटिक मेंबर। और यहाँ पे जो स्टैटिक मेंबर था इसका, स्टैटिक मेंबर क्या नाम था इसका, मैं देख लेता हूँ एक बार, स्टैट मेम नाम था। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देता हूँ और इसे ऐसे कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब अगर मैं क्या करूँ, अब यहाँ पे मैं लिखूँ एस एम डॉट, मुझे ए, ये जो ए है इसे गेट करना है, जैसे इसका इसका जो वैल्यू है वो चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे एस एम डॉट ए लिख के अगर ऐसे कर दूँ लाइक से 10, तो हम लोग ये नहीं कर सकते, क्योंकि लिए वो होता है एक स्टैटिक मेंबर। ये क्या है, ये एक स्टैटिक मेंबर है, इस वजह से हम लोग इसे एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया वेयर सी इज इक्वल टू 20। अब क्या हम सी को कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं सी लिखता हूँ। सी को हम कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर नहीं आया, क्यों, क्योंकि सी एक स्टैटिक मेंबर नहीं है। तो हम लोग स्टैटिक मेंबर ऑब्जेक्ट से गेट नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो यही होता है बेसिकली स्टैटिक मेंबर, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट से नहीं गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे स्टैटिक मेंबर, अब मैं नीचे आऊँ, कांट एक्सेस स्टैटिक मेंबर बाय ऑब्जेक्ट, कैन एक्सेस स्टैटिक मेंबर ओनली बाय इट्स क्लास। सो इसके जो स्टैटिक मेंबर है वो हम लोग एक्सेस कैसे करें, वो एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, हम लोग उसके क्लास से ही, उसके क्लास से ही हम लोग वो स्टैटिक मेंबर यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके क्लास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका क्लास का जो नाम है सिंपली वो लिख देना होगा। फिर हमें जो भी स्टैटिक मेंबर है डॉट ए लगा के अगर मैं इसको अब 20 करूँ, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँ, स्टैटिक मेंबर से जो मेरा S1 था उसे मैं कॉल कर देता हूँ, क्योंकि S1 भी एक स्टैटिक था। तो मैंने इसको क्या करा, इससे करा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक स्टैटिक मेंबर ना बना के ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, स्टैटिक मेंबर मैंने नहीं बनाया, क्या हम क्लास से बिना स्टैटिक वाले मेंबर गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टैट लिखता हूँ, मेम लिखता हूँ, डॉट क्या था वो, देखता हूँ मैं, क्या था वो यहाँ पे ऊपर देखो मैं सी बनाया मैंने। तो यहाँ पे अगर मैं सी लिखूँ, 10 करूँ, क्या हम ये कर सकते हैं, तो आपने देखा यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते, यहाँ पे एक एरर आ रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि स्टैटिक मेंबर हम लोग सिर्फ उसके क्लास से गेट कर सकते हैं, हम लोग उसके क्लास से कोई सा नॉन स्टैटिक मेंबर नहीं गेट कर सकते। तो यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ओके, तो यहाँ पे मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टैटिक फंक्शन जो था वो कॉल हो गया, वाला फंक्शन कॉल हुआ और हमें ये प्रिंट होके मिल गया। सो यही होता है क्या, यही होता है स्टैटिक मेंबर, जो कि हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे आपको सब कोड में लिख दिया। अब हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इस क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के मोस्टली सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कंस्ट्रक्टर्स डॉट या कंस्ट्रक्टर डॉट डॉट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बनाऊंगा void main फंक्शन। तो यहाँ पे void main फंक्शन। अब देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर इज लाइक अ फंक्शन ऑफ इट्स क्लास नेम व्हिच गेट्स कॉल्ड व्हेन इट्स ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। सो कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है, एक फंक्शन की तरह होता है जो कि उसके क्लास के नाम से बनता है, जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कि कॉल हो जाता है, वो तुरंत कॉल हो जाता है जैसे ही हम लोग उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लास बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्लास और यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्स्ट, तो ये कंस्ट्रक्टर है। अब इसके अंदर कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन का नाम लिख के पैरेंथेसिस, सेम हमें यहाँ पे भी करना है, पैरेंथेसिस और ब्रेसेस सेम यहाँ पे भी करना है। फंक्शन का नाम पर क्या होगा, फंक्शन का नाम होगा क्लास का ही नाम। तो क्लास के ही नाम से हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है ऐसे। ये क्या हो गया, ये हो गया कंस्ट्रक्टर। सो जिस क्लास के अंदर हम लोग फंक्शन बना रहे हैं, अगर उसके अंदर फंक्शन का नाम उस क्लास का नाम ही हुआ तो वो हो गया एक कंस्ट्रक्टर। ये हुआ
ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ऐसे कर देता हूँ मैं, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ओके, यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ। और क्या करता हूँ, लेट्स यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बाहर बनाऊंगा मैं इसे। यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि वेर सी इज इक्वल्स टू कॉन्स्ट, ये क्या होगा, ये होगा एक ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने क्या करा, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब अभी देख सकते हैं, अब मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया। अब जब मैं इसको क्या करूंगा कि रन करूंगा इस कोड को, तब क्या होगा, तब हमारा ये जो कॉन्स्ट है ये कॉल हो जाएगा। ये कॉन्स्ट क्या है, ये कॉन्स्ट एक फंक्शन है, बट है क्या ये एक क्या है, कंस्ट्रक्टर। तो हमें क्या होके प्रिंट क्या होके मिल जाएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ऐसा क्यों होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हमें प्रिंट होके मिल गया। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर वही होता है कि जब आप क्या करेंगे कि उसके क्लास का ऑब्जेक्ट जहाँ पे भी बनाएंगे वहीं पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा मीन्स फंक्शन कॉल हो जाएगा। फंक्शन कैसे कॉल होता है, फंक्शन ऐसे कॉल होता है, मैंने यहाँ पे यही तो करा है, ऐसे फंक्शन कॉल होता है, मैंने यहाँ पे यही तो करा है। अब आप देख सकते हैं ऐसा यहाँ पे एक फंक्शन भी है जिसे हम लोग कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं। तो ये कॉल हो गया जैसे मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। सो यही होता है कंस्ट्रक्टर। ओके, यही होता है कंस्ट्रक्टर। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पे देखते हैं दिस कीवर्ड क्या होता है। दिस लिखा डॉट, देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कीवर्ड, दिस कीवर्ड, और यहाँ पे डॉट डॉट। और स्टार्टिंग में ऐसे नहीं होगा तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, दिस कीवर्ड। ओके, यहाँ पे क्या करूँगा, वाइड मेन फंक्शन। ऑलराइट, अब मैं हम लोग क्या करूँगा, यहाँ पे दिस कीवर्ड बताता हूँ आपको। दिस कीवर्ड क्या होता है, दिस कीवर्ड क्या होता है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक क्लास बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक क्लास, यहाँ पे CL कर देता हूँ क्लास का नाम। और मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बना दिया। अब यहाँ पे मैंने इसे असाइन नहीं करा है तो ये यहाँ पे ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्लास का नाम, और हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे CL लिख देता हूँ, या इससे मैं कैपिटल कर देता हूँ। ओके, आप बाकी अब स्मॉल कर सकते हैं, बट मैं प्रीफर करता हूँ कि कैपिटल लेटर से करूँ। तो CL हो गया। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसके अंदर क्या लूंगा, एक आर्ग्यूमेंट लूंगा, एक आई मीन पैरामीटर, जैसे हम लोग लेते थे फंक्शन में, सेम हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो ये वाला जो कंस्ट्रक्टर होगा ये क्या लेगा, एक पैरामीटर। यहाँ पे एक पैरामीटर होगा जो कि एक आर्ग्यूमेंट देगा। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, इसे ऐसे छोड़ देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा किसको, ए को, ऐसे प्रिंट कर देता हूँ। ये जो ए मिलेगा मैं उसे यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर दूंगा। अब जब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा, वेर लिखूंगा, यहाँ पे सी लिख देता हूँ मैं, और इसका क्या था, CL। तो अभी जब मैं ऐसे कर दूंगा तो यहाँ पे एक एरर मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है इसी नाम से और वो एक ए ले रहा है। तो हमें इसके अंदर आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 10 पास कर दिया तो यहाँ पे एरर चला गया। जैसे फंक्शन वर्क करता था सेम ऐसा ही वर्क ये करता है। तो अभी के लिए मैं अगर इसे रन करूंगा तो जो भी ए आएगा, ए यहाँ से क्या जा रहा है, आर्गुमेंट में 10 जा रहा है। तो हमें क्या होगा कि ये 10 प्रिंट होके मिल जाएगा इस वाले कंस्ट्रक्टर की हेल्प से, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 प्रिंट करा है। ओके, अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे, अब मुझे बताना था कि दिस कीवर्ड क्या होता है तो वो बताता हूँ। आप देख सकते हैं 10 मिल गया। तो दिस के लिए मैं क्या करता हूँ, नोट्स में आता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया कैन पास वैल्यू इन कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे मैंने लिखा दिस डॉट इज इक्वल टू ए, दिस इंडिकेट्स दैट वेरिएबल या फंक्शन आफ्टर डॉट इज मेंबर ऑफ दिस क्लास। सो दिस करता क्या है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर देता हूँ। मैंने लिखा दिस डॉट ए इज इक्वल टू ए, ऐसे कर दिया। अभी मैं अगर ऐसे करता, ऐसे करता, तब क्या होता कि ये कंफ्यूजन रहता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल भी ए नाम से है और हम लोग ने एक आर्गुमेंट भी ए नाम से लिया है। तो यहाँ पे सेम सेम नाम हुआ है। सो इस वजह से बचने के लिए, कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस का यूज कर सकते हैं। अगर आपने दिस डॉट कर दिया, दिस डॉट से मतलब क्या हुआ, दिस ये इंडिकेट करता है कि इसके बाद जो भी है, डॉट के बाद जो है वो इसका मेंबर है, इस क्लास का मेंबर है। तो ए इस क्लास का मेंबर है, मैंने डॉट ए लगा के बोल दिया कि हम लोग इस वाले ए की बात कर रहे हैं। अब इस वाले ए में क्या डाल दो, ये जो आर्गुमेंट आया है वो डाल दो। तो बेसिकली दिस यही होता है। ओके, तो अगर मैं इसे रन करूं, अब क्या होगा कि अब भी क्या आएगा कि हमारा ये जो ए है इसमें असाइन हो जाएगा ये वाला ए। तो अगर मैं इसको नीचे करूं तो आपने देखा 10 आ गया। क्या यहाँ पे मैं दिस डॉट लिख सकता हूँ, दिस डॉट ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो उससे कोई सीन नहीं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, यही होता है दिस कीवर्ड। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये नेक्स्ट टॉपिक क्या है, directly assigning argument of constructor its class
इन इट्स क्लास वेरिएबल। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्टली असाइन करेंगे आर्गुमेंट को कंस्ट्रक्टर के उसके क्लास वेरिएबल में। जैसे मैं क्या करता हूँ सीधे इसका एक क्या बनाता हूँ एक फाइल। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लेट्स से मैं क्या करता हूँ पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सब। तो यहाँ पे मैंने क्या करा एक क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पे द आर्गुमेंट डेट विल बी पास्ड इन दिस कंस्ट्रक्टर विल बी असाइन टू गिवन क्लास वेरिएबल। सो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं अगर इसको यहीं पे बता दूँ ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या करा। अगर मैं क्या करूँ इसके अंदर दो वेरिएबल लूँ ऐसे ले लेता हूँ ए कॉमा बी। यहाँ पे मैंने क्या करा ए कॉमा बी ले लिया। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ऐसे दिस यहाँ पे दिस डॉट ए मैंने बोल दिया कॉमा दिस डॉट बी। अब ये जो मैंने लिखा है ये कहाँ पे आएगा इसको अगर मैं ऊपर लगा दूँ यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ओके। तो जब मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर दूंगा तब क्या होगा यहाँ पे एक एरर आ रहा है बी इज नॉट अ फील्ड इन द एनक्लोजिंग क्लास। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ वेर बी ऐसे बनाऊंगा। तो आपने देखा यहाँ पे एरर चला गया। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्टली असाइनिंग आर्ग्यूमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टर मतलब जो आर्ग्यूमेंट है कंस्ट्रक्टर का जो आर्ग्यूमेंट होगा उसे हम लोग डायरेक्टली असाइन कर रहे हैं इन इट्स क्लास वेरिएबल उसके क्लास वेरिएबल में ही। जैसे यहाँ पे मैंने इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है द आर्ग्यूमेंट्स डेट विल बी पास्ड इन दिस कंस्ट्रक्टर जो भी आर्ग्यूमेंट होंगे वो इस क्लास में जो पास होंगे विल बी असाइन टू गिवन क्लास वेरिएबल। वो क्या करेंगे कि जो क्लास का वेरिएबल है उसी में असाइन हो जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिस डॉट बी लिख दूँ यहाँ पे और यहाँ पे दिस डॉट ए लिख दूँ मैं क्या करता हूँ बी को पहले कर देता हूँ ए को बाद में कर देता हूँ। अब अगर मैं क्या करूँ अब यहाँ पे अगर मैं 10 10 लिख दूँ तो ऑब्वियसली क्या होगा कि 10 यहाँ पे आ जाएगा 10 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ दिस डॉट बी को बी कर देता हूँ ऐसे और इसे मैं रन कर देता हूँ। तो रन करते हैं तो ये रन हो रहा है। बाकी बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ये कुछ है नहीं। मैं इसको क्या करता हूँ थोड़ा ऐसे नीचे कर देता हूँ। तो इसका आउटपुट पहले देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या मिलेगा। इसका आउटपुट 10 ही मिलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे बी को प्रिंट नहीं करा। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो जो हमारा बी होगा वो भी प्रिंट हो जाएगा जो कि 10 ही प्रिंट होगा। देख सकते हैं 10 प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने यही बताया है कि जो हमारा आर्गुमेंट होता है कंस्ट्रक्टर का उसके अंदर हम लोग दिस डॉट करके क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं ओके। तो ये वाला जो टॉपिक है ये भी हमारा हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे अब हम लोग देखेंगे कि नेम्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो नेम्ड कंस्ट्रक्टर के लिए मैं क्या करूँगा एक फाइल बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम्ड कॉन्स्ट डॉट डॉट। अब यहाँ पे एक void मेन फंक्शन बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा void ओके। यहाँ पे मैंने क्या करा एक बना लिया आई मीन void मेन फंक्शन जो कि हम लोग हर बार बनाते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि ये नेम्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है। नेम्ड कंस्ट्रक्टर मतलब क्या हुआ नेम्ड कंस्ट्रक्टर मतलब क्या हुआ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं ओके। तो यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ मैं ये गलती से बोला। तो क्लास का नाम मैं रख देता हूँ लेट्स से यहाँ पे मैंने दिया ह्यूमन। ह्यूमन एक क्लास का नाम है। अब मैं क्या करूंगा मैंने यहाँ पे बोला था नेम्ड कंस्ट्रक्टर। नेम्ड कंस्ट्रक्टर मतलब क्या हुआ किसी नाम का कंस्ट्रक्टर। अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्लास का नाम से कंस्ट्रक्टर बना रहे थे। बट अब हम लोग दूसरे नाम से भी क्या कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। वो कैसे होगा उसके लिए हमें क्लास का नाम लिखना होगा इसके अंदर। मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास का नाम। अब क्या रखना होगा अब हमें कंस्ट्रक्टर का नाम लिखना होगा जिस भी कंस्ट्रक्टर का नाम हम लोग लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आइज लिख देता हूँ। आइज नाम का हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं जो कि क्या लेगा जो कि लेगा एक नंबर। अब मैं प्रिंट कर दूंगा कि ह्यूमन और यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से हैज और यहाँ पे एन लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ आइज। यहाँ पे मैंने क्या करा कि ह्यूमन डॉट आइज लिखा मीन्स क्या हुआ ये जो आइज है ये एक कंस्ट्रक्टर हो गया। आइज नाम का एक ये कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक वैसे मैं क्या कर सकता हूँ ह्यूमन डॉट ईयर्स ईयर्स क्या है ये भी एक कंस्ट्रक्टर है। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या करा एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना लिए। तो हम लोग ये भी इसमें कर सकते थे ओके। अब मैं क्या करूँ यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ जैसे यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया कि ह्यूमन हैज यहाँ पे इतना ईयर्स। तो यहाँ पे मैंने क्या करे दो दो मैंने क्या करे दो कंस्ट्रक्टर बना लिए एक आइस नाम से और एक क्या बना लिया मैंने ईयर्स नाम के। अब मैं क्या करूंगा इसके ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ ऑब्जेक्ट ह्यूमन ह्यूमन
इज इक्वल टू ह्यूमन डॉट आइज वाले को हम लोग करना चाहते हैं, जिस जो कि एक एन ले रहा था, एन के लिए मैंने 2 डाल दिया। अब मैंने ऑब्जेक्ट क्यों लिखा है, तो आप ऑब्जेक्ट लिखें वेर लिखें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप इसे ऑब्जेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। अगर आप बताना चाहते हैं कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया किसका, जो ह्यूमन आइज होता है उसका। लाइक मैंने क्या करा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ह्यूमन डॉट आइज करके आइज वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। और वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मैं ऐसे लिख दूँ ह्यूमन डॉट ईयर्स, इसके अंदर 2 डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ह्यूमन डॉट ईयर्स जो ईयर्स वाला कंस्ट्रक्टर है उसे मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया आइज इज द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर, कैन मेक मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बाय नेम्ड कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट टाइप कैन ऑल्सो बी यूज्ड, कैन कॉल कंस्ट्रक्टर विदाउट ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट होगा, जो ये है हमारा जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया, यहाँ पे ह्यूमन नाम से क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम लोग इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऐसे ही बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग क्लास का नाम आगे लिख रहे हैं, हम लोग क्लास का आगे नाम लिख रहे हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग आई मीन यहाँ पे स्टैटिक वाले मेंबर में मैंने बताया था कि आप क्या कर सकते हैं कि क्लास का जो होता है, क्लास का जो नाम होता है उससे आप क्या कर सकते हैं, स्टैटिक मेंबर गेट कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है, नेम कंस्ट्रक्टर होता है, उसमें आप क्लास के नाम से उसके कंस्ट्रक्टर को ऐसे एक्सेस कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ ह्यूमन डॉट ईयर्स, ह्यूमन डॉट ईयर्स ऐसे अगर कर दूँ मैं, कौन सा ह्यूमन था, ये वाला। तो यहाँ पे अगर मैं ह्यूमन डॉट ईयर्स अगर मैं यहाँ पे ऐसे 2 डाल दूँ तो यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों, अगर मैं इसको ऐसे करूँ, the method years is not defined for the type object, try correcting the name of the name of your existing method or defining method name। तो अगर मैं इसे ऐसे वायर कर देता हूँ, ओके, तभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आया। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब आप क्या कर रहे हैं, जब आप क्या कर रहे हैं कि एक कंस्ट्रक्टर वाला कॉल कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर नेम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, तो आपने जिस ऑब्जेक्ट के अंदर उसे डाला है, सिर्फ इसमें आप क्या कर सकते हैं, उस कंस्ट्रक्टर को ऐसे डाल सकते हैं। बाकी आप क्या कर सकते हैं, उस वाले जो ऑब्जेक्ट है इसके बाहर भी आप आगे ऐसे कॉल कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप ऑब्जेक्ट ऐसा बना के उसमें क्या करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। बाकी आप उसके बाहर भी ऐसे कर सकते हैं। तो फॉर नाउ मैंने क्या करा कि इसे रन कर दिया। तो इससे जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे आएगा ह्यूमन हैज 2 आइज और ह्यूमन हैज 2 ईयर्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी 2 डाला है और यहाँ पे भी मैंने 2 डाला है। तो ह्यूमन हैज 2 ईयर्स और ह्यूमन हैज 2 आइज यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगा। ह्यूमन हैज 2 आइज, ह्यूमन हैज 2 ईयर्स। अगर आपके 3 है तो आप कमेंट करें। जस्ट शोकिंग। तो मैं क्या करता हूँ कि ये तो हमारा जो नेम कंस्ट्रक्टर है वो हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक बड़ा टॉपिक, अच्छा टॉपिक। तो अब इनहेरिटेंस देखते हैं कि ये क्या होता है। अगर मैं वाइड मेन लिखूं ऐसे, ओके, वाइड मेन लिखता हूँ। अब देखते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। तो नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने लिखा इनहेरिटेंस मींस इनहेरिटिंग या एडिंग मेंबर ऑफ अनदर क्लास इनटू एन अनदर क्लास। हम लोगों ने क्या करा, 2 क्लास बनाए, एक क्लास के अंदर मैंने कुछ मेंबर्स बनाए और मैं क्या चाहता हूँ कि दूसरे क्लास में मैं वही मेंबर्स लाना चाहता हूँ। तो हम लोग वो कैसे कर सकते हैं, इनहेरिटेंस के हेल्प से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है वो देखते हैं। तो इसके इनहेरिटेंस के पार्ट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो उसमें से हम लोग सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस देखते हैं, ये क्या होता है। सिंगल इनहेरिटेंस कैन इनहेरिट ओनली सिंगल क्लास। सिंगल इनहेरिटेंस सिर्फ सिंगल क्लास को इनहेरिट कर सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको इसका नाम जो है मैं चेंज करके इसको सिंगल कर देता हूँ। सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 क्लासेस बनाऊंगा। एक क्लास मैंने बनाया फादर, ठीक है। दूसरा क्लास क्या बनाया, सन नाम से। तो कैपिटल सी होगा यहाँ पे सन, ओके। यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया। जी फादर है इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक मैंने क्या करा, एक स्ट्रिंग मैंने कार बनाई। यहाँ पे लेक्स से मैंने बुगाटी और कायरन कर दी, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने एक स्ट्रिंग बनाया कार नाम का फादर के अंदर, जो कि फादर का मेंबर है। यहाँ पे मैंने एक शो कार नाम का एक फंक्शन भी बना दिया जो कि प्रिंट कर रहा है फादर के कार को। यहाँ पे मैंने ये दोनों मेंबर्स बना दिए इस वाले क्लास के। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि जो फादर क्लास के जो मेंबर्स हैं वो आ जाए सन क्लास में, क्योंकि जो फादर का हुआ वो सन का भी हुआ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो है ये मेंबर्स इसमें लाना है, सन में लाना है, क्योंकि ये सन का भी है यार, पापा की कार इसके सन की भी है, उसके बेटे की भी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि ये जो है इसे गेट करूंगा।
इस क्लास के मेंबर्स इसमें गेट करूंगा, इस वाले क्लास में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्लास देन सन जो भी क्लास है, फिर एक्सटेंड्स है, एक्सटेंड्स किसके मेंबर्स को एक्सटेंड करना चाहते हैं, किस क्लास के, फादर क्लास के, फादर क्लास के मेंबर्स को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो एक्सटेंड्स लिखना है, और जो भी क्लास के मेंबर चाहिए वो, वही मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है कि ये पेरेंट क्लास होती है, पेरेंट मीन्स या पेरेंट बोले या सुपर क्लास बोले, और ये होती है चाइल्ड क्लास मीन्स पेरेंट, जो भी क्लास होगा, जो भी कुछ एक्सटेंड कर रहा होगा तो वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा चाइल्ड क्लास या सब क्लास, और जो एक्सटेंड हो रहा होगा किसी दूसरे क्लास से वो हो जाएगा पेरेंट, या क्या यहाँ पे मैंने लिखा है सुपर क्लास। ओके, तो ये पेरेंट क्लास है, ये क्या है चाइल्ड क्लास। एक्सटेंड्स इनहेरिट्स द मेंबर्स ऑफ इनहेरिटेड क्लास इन दिस क्लास। एक्सटेंड क्या कर देता है, इनहेरिट कर देता है मेंबर्स को इनहेरिटिंग क्लास को, मीन्स ये वाला जो क्लास है ये इनहेरिटेड क्लास है, इस क्लास के मेंबर्स को ये एक्सटेंड कर लेता है, मीन्स इसमें ले आता है। ओके, तो अब ये जो कि इसमें आ गए हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक मेंबर बना देता हूँ मैं सन का। सन के मेंबर के लिए मैं यहाँ पे बाइक लिख देता हूँ कि सन की एक बाइक है, लेट्स से वो है BMW, तो यहाँ पे BMW लिख देता हूँ। तो सन का ये क्या है, ये सन का मेंबर है। अब फादर के मेंबर को मैं यहाँ पे एक्सेस करूंगा, कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर मैं ऐसे डायरेक्टली शो कर दूं, ऐसे कर देता हूँ शो, यहाँ पे एक मैं क्या करता हूँ, ये फंक्शन है इसका, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ बाइक को, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे करूँ प्रिंट, यहाँ पे कर दूं बाइक को, तो अभी मैंने क्या करा, इसके सन सन के हैं ये मेंबर्स, किसके हैं, ये सन के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सन के दो मेंबर्स बना लिए, यहाँ पे एक क्या है वेरिएबल है, एक है फंक्शन, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं प्रिंट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कार प्रिंट, तो आपने देखा क्या यहाँ पे कार है, नहीं है, तो ये कार क्या है, ये कार है ये वाला कार, क्योंकि हम लोग इसे एक्सेस कर सके, कर चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं जो शो वाला कार था, शो कार फंक्शन, उसे भी हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ऐसे कॉल कर सकते हैं। अब ये मैं अभी बाद में बताऊंगी, इसको मैं हटाता हूँ अभी फॉर नाउ, हम लोग बाद में देखेंगे, अभी वेरिएबल देखते हैं। तो हम लोग कार जो मेंबर था ये एक्सेस हम लोग ने क्या करा, इस वाले क्लास में कर लिया, क्योंकि हम लोग उस वाले क्लास को एक्सटेंड कर रहे थे, उसके मेंबर्स इसमें भी आ गए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा कि बनाऊंगा एक ऑब्जेक्ट सन का, सन का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे मैं, फादर का नहीं। ओके, अब अगर मैं लिख दूं एस डॉट शो कार, अब वहां पे मैंने क्या करा था, उसे ओवरराइड करा था, तो ओवरराइड वगैरह देखेंगे, मुझे कॉल करना था राइट। तो मैंने क्या करा, सन का ऑब्जेक्ट बनाया, बट मैंने सन के ऑब्जेक्ट से फादर के मेंबर को एक्सेस करा, फादर के फंक्शन को जो है कॉल करा। अब देख सकते हैं मैंने फादर के फंक्शन को कॉल करा सन के ऑब्जेक्ट से। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस सन के अंदर फादर के सारे मेंबर्स आ चुके हैं, तभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे यूज कर पा रहे हैं, उसे एक्सेस कर पा रहे हैं। जैसे हम लोग शो को और बाइक को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक वैसे फादर के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि फादर्स के मेंबर्स भी इसी में है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया कि एक इसको मैंने कॉल कर दिया। अब मैं क्या करूँ, अगर एस डॉट शो कर दूँ, ये किसका है, ये सन का है, तो मैंने फादर वाले को भी यहाँ पे कॉल कर दिया है और सन वाले को भी। तो आउटपुट में जाना मुझे, टर्मिनल में मतलब, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले जो फादर वाला था शो कार वाला ऊपर है, बुगाटी कायरन ये हो जाएगा, फिर जो बाइक थी वो हो जाएगा, उसके साथ ही साथ कार भी। तो आपने देखा बुगाटी कायरन आया शो कार से फादर वाले, और शो वाले में मैंने दोनों डाला की, इस वजह से दोनों ही आ गए। वही मैंने नोट्स में भी लिख रखा है, आपको सब कुछ नोट्स में मिल ही जाएगा। तो अगर मैं नीचे आता हूँ थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये भी लिख रखा है। अब यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, अब यहाँ पे मैं फादर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फादर के ऑब्जेक्ट के लिए वेर एफ इज इक्वल टू यहाँ पे फादर लिख देता हूँ, तो ये फादर का ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एफ डॉट अगर क्या करूँ शो करूँ, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, शो किसका मेंबर है, ऊपर चल के देखते हैं, शो मेंबर है सन का ना कि फादर का, बट हम लोग किससे गेट कर रहे हैं, फादर से गेट कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग इससे नहीं गेट कर पा रहे हैं, क्योंकि फादर के अंदर, अगर मैं इसे ऐसे हटा देता हूँ, फादर के अंदर सन की मेंबर्स नहीं है, सन के अंदर है फादर के जो भी मेंबर्स हैं वो, ठीक है। फादर के अंदर सन के मेंबर्स नहीं, क्योंकि हम लोग ने उसे सन को एक्सटेंड नहीं करा फादर में। तो आप ये भी ध्यान में रखें। ओके, तो हम लोग ने क्या देख लिया, अब हम लोग ने कंस्ट्रक्टर भी देख लिया सिंगल इनहेरिटेंस वाला, आई मीन कंस्ट्रक्टर नहीं सिंगल इनहेरिटेंस। अब देखते हैं मल्टीपल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये क्या होता है। तो अब मल्टी लेवल है इनहेरिटेंस, देखते हैं कि ये क्या होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टी, सिर्फ मल्टी इनहेरिटेंस लिख देता हूँ, हेरिटेंस आप समझ जाइएगा, डॉट डॉट, और यहाँ पे वाइड मेन
ओके। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगा। तो क्लास के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे जैसे क्लास, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रैंड सन। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो ऊपर एक सन वाला जो था, मैं क्या करता हूँ इन दोनों को ही ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। इन दोनों क्लासेस को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे सीधे ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे फादर क्लास भी बन चुकी है, सन क्लास भी बन चुकी है, जो कि फादर को एक्सटेंड कर रही है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैंने लिखा ग्रांड सन, अब यहाँ पे मैं एक्सटेंड कर लूँ, एक्सटेंड्स सन। अब मैंने क्या करा, सन को एक्सटेंड कर लिया। अब क्या होगा, अगर नोट्स में आऊँ, यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सटेंड सन क्लास एज सन इनहेरिटेड फादर क्लास, सो मेंबर्स ऑफ बोथ फादर एंड सन इनहेरिटेड इन दिस क्लास। अब क्या हुआ कि ये जो क्लास है इसके अंदर सन के भी मेंबर्स आ गए और फादर्स के भी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, मैंने सिर्फ किसको करा, सन को इनहेरिट। सन किसको इनहेरिट कर रहा था, फादर को। तो इसका मतलब क्या हुआ, सन के पास तो खुद के मेंबर्स है ही हैं, उसके साथ उसके फादर्स के भी मेंबर्स सन ही में हैं। तो जब हम लोग ने सन को इनहेरिट कर लिया तो मतलब क्या हुआ कि सन का मेंबर भी, और जो क्लास को एक्सटेंड कर रहा था वो फादर को, तो फादर का भी मेंबर और सन का भी मेंबर ग्रांड सन में आ गया। ओके, तो यही होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे लिख दूँ शो टू, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, ये शो टू ग्रांड सन का मेंबर है फंक्शन। इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, बाइक को भी प्रिंट कर सकता हूँ और कार को भी, क्योंकि ये बाइक कार दोनों ही सन वाले में। ओके, आई मीन कार जो था वो फादर वाले में था, बट फादर के मेंबर सन में थे, और सन जो था, ये बाइक जो था वो सन में था, तो हम लोग ने दोनों यहाँ पे एक्सेस कर लिए। अब मैं क्या करूंगा, इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे वेयर GS, और यहाँ पे ग्रैंड सन, ग्रैंड सन का एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैं G लिख दूँ और यहाँ पे S लिख दूँ, डॉट शो टू कर दूँ, यहाँ पे ऑब्वियसली कॉल हो जाएगा। अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पे अलग कॉल होगा, तो हमें बाइक भी प्रिंट होके मिल जाएगी और कार भी प्रिंट होके मिल जाएगी। सो यही होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जहाँ पे हम लोग एक के साथ साथ दो क्लासेस की मेंबर्स हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक क्लास और बना दें आप उसके अंदर। अब जैसे आपने क्या करा, एक क्लास और बनाया उसके अंदर ग्रांडसन इनहेरिट कर लिया, तब क्या होगा, तब ग्रांडसन के भी, सन के भी और फादर के भी तीनों ही आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे आप बनाते जाएंगे, उसे इनहेरिट करते जाएंगे, तो उसके अंदर सब आता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BMW और बुगाटी कारण प्रिंट हो गई। यही होता है क्या, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ये क्या होता है, सिंगल क्लास इनहेरिट्स बाय मल्टीपल क्लास। तो एक क्लास जब मल्टीपल क्लास से इनहेरिट होती है तो क्या हुआ, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ HIE हायरार्किकल और इनहेरिटेंस डॉट डॉट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वाइड मेन फंक्शन बना देते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि लेट्स से यहाँ पे एक मैं क्लास बनाता हूँ। यहाँ पे मैं क्लास बनाऊंगा, क्लास संटू नाम से क्लास बनाता हूँ। दूसरा बेटा भी है, दूसरा बेटा, तो दूसरे बेटों को भी ऑब्वियसली पापा का जो भी मेंबर होगा वो सब मिलेगा, गाड़ी वाड़ी। तो मैं क्या करता हूँ कि इससे पूरा यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। तो अब यहाँ पे फादर आ चुका है। तो ये जो दूसरा बेटा होगा संटू, ये एक्सटेंड कर रहा होगा फादर को, एक्सटेंड्स यहाँ पे फादर। अब ये एग्जाम्पल फादर सन वाले बहुत अच्छे हैं, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे उसमें ग्रांड सन था तो उसके पास सन का भी और उसके पापा जो थे वो भी हो गया। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक बाइक नाम का बनाता हूँ। इसके पास है KTM, क्या मतलब छपरी है, नहीं ऐसे नहीं कहते। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ शो नाम से, जो कि प्रिंट कर देगा इसके बाइक को और प्रिंट कर देगा इसके पापा के कार को। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, दो मेंबर बना दिए संटू के। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे एक डॉटर बनाता हूँ, यहाँ पे बेटी भी आ गई इसकी, तो यहाँ पे क्लास, यहाँ पे डॉटर। अब डॉटर भी एक्सटेंड कर रही है फादर के मेंबर्स को, क्यों, क्योंकि ये डॉटर के भी तो है, जिसके पापा के वो डॉटर का भी तो है, राइट। यहाँ पे एक ब्रेस नहीं लगाया, यहाँ पे ऐसे ब्रेस लगाना है। अब ये ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा लगा दिया, इसे हटा देता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक क्लास कौन सी है, फादर क्लास एक्सटेंड करी जा रही है संटू क्लास से भी और डॉटर भी क्लास से। तो यहाँ पे एक जो क्लास है, एक क्लास दो क्लासेस से इनहेरिट करी जा रही है, मीन्स एक क्लास दो क्लासेस में इनहेरिट करी जा रही है। तो यही होता है क्या, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि बेटी के पास है स्कूटी,
और इसके पास है लेट्स से कौन सी इसकी एक्टिवा है लेट्स से, और यहाँ पे शो कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ इसकी स्कूटी, और जो पापा की कार है वो। तो यहाँ पे ये भी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सीधे डॉटर का बना लेता हूँ लेट्स से। यहाँ पे आप सन का भी बना सकते हैं, मैंने डॉटर का बना दिया, डॉटर। ओके, यहाँ पे ऐसे सेमीकोलन, डॉटर का क्लास बनाया यहाँ पे मैंने, आई मीन ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे उसके शो को कॉल कर दिया। तो डॉटर की स्कूटी और पापा की कार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ फॉर नाउ। तो यहाँ पे स्कूटी इसकी एक्टिवा थी, पापा की कार कौन सी थी, बुगाटी कायरन। तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओके, आप देख सकते हैं एक्टिवा और बुगाटी कायरन यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो यही होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हम लोगों ने ये भी देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेथड ओवरराइडिंग। ये क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग देखते हैं। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, तो यहाँ पे मैं मेथड ओवरराइडिंग लिख देता हूँ, डॉट डॉट डिग नहीं डिंग, डिंग डॉट डॉट। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जल्दी से void मेन। अब देखते हैं हम लोग क्या, अब हम लोग देखते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। मेथड क्या होता है, फंक्शन मेथड एक ही चीज होते हैं, उसे ओवरराइड करना। इसका मतलब क्या हुआ, नोट्स में देखते हैं। Method overriding using the method of inherited class in inheriting class but doing different task in it। हम लोग क्या करेंगे कि एक क्लास में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे क्लास के मेंबर्स को इनहेरिट करेंगे, उसके मेथड को इनहेरिट करेंगे, बट उसके अंदर हम लोग कुछ और काम करेंगे। जैसे जैसे यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया ए नाम से, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक क्लास बनाया ए नाम से जो कि है शो ए, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा क्या, आई एम ए इन ए क्लास। थोड़ी शोर आ रही है तो सॉरी, मेरे मोहल्ले वाले पूरे रात भर जागा करते हैं और कोई काम नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे क्लास बी लिख देता हूँ मैं, क्लास बी, और यहाँ पे एक्सटेंड कर लेता हूँ मैं ए को। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया जिसके अंदर शो फंक्शन है, यहाँ पे एक क्लास बी बनाया जो कि एक्सटेंड कर रहा है ए को, तो उसके अंदर शो ए भी आ गया ऑब्वियसली। इतना तो आपको पता चल गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं शो ए है इसको यहाँ पे लाऊंगा। यहाँ पे मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे पूरा यहीं पे बना ही रहा हूँ, ओवरराइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ ऐसे, अब मैं क्या करूँ, इसके अंदर मैं ऐसे कर देता हूँ आई एम ए इन बी बी क्लास, मैंने ये कर दिया। और मैंने इसके ऊपर एक टैग लगा दिया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस फंक्शन को, ये फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं। मीन्स ये फंक्शन एक ओवरराइडिंग फंक्शन है। ओवरराइडिंग फंक्शन क्या मतलब, ये फंक्शन कहीं पे है, हम लोग उसे फिर से राइट कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, एनोटेशंस नॉट रिक्वायर्ड। मैंने यहाँ पे लिखा कि आपको रिक्वायर्ड नहीं, बट आपको ये लगा देना बेटर है, क्योंकि आपको पता चल जाएगी कि हाँ ये फंक्शन ओवरराइड करा जा रहा है, ठीक है। But recommended as it indicates the overriding function. Overriding show a function of a class. In this class means using the function of a class but doing different tasks. हम लोग क्या कर रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ए क्लास का जो फंक्शन था हम लोग उसे यूज तो कर रहे हैं, बट उसके अंदर हम लोग कोई और काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे थे कि आई एम ए इन ए क्लास, बट यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं आई एम ए इन बी क्लास। तो यहाँ पे हम लोग कुछ और काम कर रहे हैं, फंक्शन वही है बट काम कुछ और कर रहे हैं। तो यही हो गया क्या, ओवरराइडिंग फंक्शन। मींस किसी फंक्शन को ओवरराइड कर देना, उसका यूज करके उसमें और कुछ काम कर रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया क्या, ओवरराइडिंग फंक्शन। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, तो वेर बी इज इक्वल टू बी का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, बी डॉट शो ए कर देता हूँ। तब क्या प्रिंट होगा, तब ये जो बी वाला मैंने करा है यहाँ पे ये जो शो ए है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कि आई एम ए इन बी क्लास। ओके, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसका बनाऊं क्या, एक अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं फिर प्रिंट करूं किसको, शो ए को, तब क्या होगा की आल आएगा, क्योंकि मैं ए का बना रहा हूं, ए के ऑब्जेक्ट से इसे कॉल कर रहा हूं। तो यहाँ पे अब देखना आई एम ए इन बी क्लास आ गया, बी क्लास आई मीन। तो वेर ए इज इक्वल टू ए का बनाता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए डॉट शो ए करता हूँ। अब क्या होगा, अब अगर मैं इसे रन करूँ तब क्या होगा, अगर मैं ऊपर आऊँ तो आपने देखा आई एम ए इन ए क्लास आ रहा है, क्योंकि मैंने इसके ऑब्जेक्ट से इसको कॉल करा है। यहाँ पे क्या कर रहा था मैं, इसके ऑब्जेक्ट से इसको कॉल कर रहा था। तो ये समझ गया कि ये जो है ये इसके लिए है। ओके, तो यही होता है क्या, मेथड ओवर राइडिंग। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि ये नेक्स्ट टॉपिक क्या है। बाकी मैंने नोट्स में पूरा लिख दिया है। सुपर कीवर्ड देखते हैं कि सुपर कीवर्ड क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सुपर कीवर्ड डॉट डॉट
और मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे वाइड मेन यहाँ पे मैं बनाऊंगा क्लास, एक क्लास बनाऊंगा मैं, क्लास पी क्लास, पी वाला पी है, वो वाला पी नहीं है, तो इंट ए इज इक्वल टू 1000। और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया शो नाम का, जो कि शो करेगा इस ए को, प्रिंट ए। यहाँ पे मैंने फंक्शन एक क्लास बना ली। अब मैं क्या करूँगा, दूसरी क्लास बनाता हूँ। दूसरी क्लास का नाम होगा सी, या सी क्लास, जो कि एक्सटेंड कर रही होगी पहले वाले क्लास को, जो कि है पी क्लास। और मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इसका मेंबर बनाता हूँ। इसके मेंबर के लिए मैं इंट ए इज इक्वल टू 2000 कर देता हूँ। ओके, ये। और यहाँ पे मैं शो ए ऐसे कर देता हूँ, शो ए। यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ कि ए ऑफ सी, सी क्लास, एरो लगा के यहाँ पे ए डाल देता हूँ। तो आपने अगर नोटिस करा, आपने देखा यहाँ पे भी एक ए नाम से वेरिएबल है, यहाँ पे ये वाले फंक्शन के भी एक नाम से, आई मीन ए नाम से वेरिएबल है। तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ, अगर मैं ए प्रिंट कर रहा हूँ, तब कौन सा होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा? अब ये वाला क्यों होगा, क्योंकि मैंने इसके क्लास के मेंबर तो यहाँ पे एक्सटेंड कर लिए है ना, तो ए तो इसमें भी आ गया ना। बट प्रिंट कौन सा होगा, तो इसको पता लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। किसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ? मैं सी क्लास का बनाऊंगा, क्योंकि सी क्लास में हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सी कर देता हूँ, यहाँ पे सी क्लास ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे प्रिंट करने की जरूरत नहीं, सी डॉट शो नहीं था, शो ए नाम था फंक्शन का, शो ए, इसे कॉल कर दिया। रन करता हूँ, कौन सा प्रिंट होगा, ये वाला ए प्रिंट होगा 2000 कि ये वाला प्रिंट होगा 1000, कौन सा प्रिंट होगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इसका आउटपुट कौन सा मिलेगा। तो ये रन हो रहा है, तो इसका आउटपुट देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो इसका आउटपुट हमें कौन सा मिलेगा, इसका आउटपुट मिलेगा हमें 2000 इसका। क्यों के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने इसका अगर क्लास बनाया है, और अगर क्या होता है, ये जो क्लास को एक्सटेंड कर रही हो, उसके अंदर भी सेम नाम से हो, और इस क्लास के अंदर भी सेम नाम से हो, और मैं अगर इस क्लास के ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो इस क्लास में जो वाला होगा, जो वाला मेंबर होगा, उसी क्लास वाला होगा, ना कि ऊपर वाला। पर मुझे क्या करना है, मुझे सेम नाम रखने हैं, बट मुझे इस क्लास का ए चाहिए यहाँ पे। वो कैसे होगा, उसी के लिए बना है सुपर कीवर्ड। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ए ऑफ पी क्लास, ए ऑफ पी क्लास, एरो लगाता हूँ। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा ब्रेसेस डॉलर के बाद। अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ सुपर, सुपर क्या है, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, सुपर क्या है देखते हैं नोट्स में। तो यहाँ पे नीचे आता हूँ, When using super then member of extended class will be used। तो जब हम लोग सुपर का यूज कर रहे हैं, तो कौन सा मेंबर यूज होगा, एक्सटेंडेड क्लास का। कौन सी क्लास एक्सटेंड हुई है, ये वाली क्लास। तो अब अगर मैंने सुपर लिख दिया किसी मेंबर के पहले, सुपर डॉट लगा दिया, तो क्या होगा, उसका मतलब ये समझ गया कि जो भी ये वाली क्लास, जिस भी क्लास को एक्सटेंड कर रही है, उस एक्सटेंडेड क्लास की मेंबर्स मीन्स ये वाला मेंबर। तो हम लोग ने यहाँ पे बता दिया कि इसका मतलब हुआ वो वाला मेंबर, ना कि ये वाला। तो अब अगर मैं इसे रन करता हूँ, तब क्या होगा, तब यहाँ पे तो 2000 प्रिंट होगा इसका वाला, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 प्रिंट हुआ, इसका प्रिंट हुआ। तो यही होता है सुपर कीवर्ड का कमाल। तो इससे मैं क्या करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। अब हम लोगों ने सुपर कीवर्ड भी देख लिया, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो अगर मैं इस नीचे आता हूँ, अब हम लोग देखने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड मेथड्स, ये क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास और मेथड डॉट डॉट। अब हम लोग देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और मेथड्स ये क्या होते हैं। तो यहाँ पे वाइड मेन, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊंगा। अब क्लास में पहले मैंने क्या लिखा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है, तो उसके लिए उसके पहले लिखना होगा एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्लास, यहाँ पे मैंने बना दिया बॉस। जैसे हम लोग क्लास बनाते हैं वैसे बना देना है। बट ये अगर आप बताना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, तो उसके पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसे लिखना होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर सैलरी डाल देता हूँ ऐसे। अभी मैं कोड लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ सब, ठीक है, ताकि आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाए। पहले बताऊंगा तो भी आ जाएगा, बट वैसे ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय नाम का मैंने बनाया, एक जो क्लास होता है वो। मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं इसको, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। यहाँ पे मैंने इसकी स्पेलिंग गलत कर दी, ये एरर क्यों आ रहा है। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि EMP कर देता हूँ, एम्प्लॉय। तो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है,
तो इसके अंदर ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो आप बताएं यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? अभी तक तो एरर नहीं आ रहा था, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? तो अगर मैं इस पे ऐसे क्लिक करके होवर करूँ, मिसिंग कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बॉस डॉट सैलरी, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे आऊँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये होती है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मेथड विदाउट बॉडी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जो मेथड होते हैं वो क्या होते हैं? विदाउट बॉडी होते हैं। बॉडी मीन्स यहाँ पे ऐसे ब्रेसेस नहीं लगा, अगर ऐसे लगा है तो क्या हुआ? अगर मैं इसके अंदर प्रिंट लगा दूं, कुछ भी लिख दूं इसके अंदर, ऐसे कर देता हूँ, तो क्या हुआ कि इसके अंदर बॉडी है। अगर बेसेस लगा के मैंने कुछ करे तो इसके अंदर बॉडी है, बट अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, सिर्फ ऐसे छोड़ दूं, ऐसे सिर्फ छोड़ देता हूँ, तब क्या है? तब ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तब ये क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब मैंने यहाँ पे ये वाली क्लास में क्या करा है, यहाँ पे मैंने ओवरराइड करा है इसको, इसको ओवरराइड करा मैंने। अब इसकी बॉडी तो थी नहीं, तो हम लोग इसे ओवरराइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा था, तो हम लोग दूसरा काम कर रहे हैं। तो दूसरा काम कैसे कर रहे हैं जब ये काम ही नहीं कर रहा था? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में यही होता है। यहाँ पे मैंने लिखा द क्लास विल हैव टू ओवरराइड द एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो जब हम लोग ने कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है और उसके अंदर कोई सा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरा क्लास बना के उसके अंदर वो वाला एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। और अगर उस वाले एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तब हमें उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना ही करना होगा, वरना हमें एरर मिलेगा। तो अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं किसी क्लास में, और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक एब्स्ट्रैक्ट मेंबर है, तो आपको इस मेंबर को यहाँ पे ओवरराइड करना ही करना होगा, वरना आपको एरर मिलेगा। तो ओवरराइड के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ओवरराइड, ओवरराइड। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे एंटर करता हूँ। ओवरराइड किसको करना है? इस वाले फंक्शन को। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ और यहाँ पे इसको ऐसे हटा देता हूँ। सैलरी को ओवरराइड कर रहा है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिस्ट से प्रिंट कर देता हूँ इतना कुछ। ओके, 10,000 बहुत कम है हालांकि, बट ठीक है। अब मैंने 100,000 कर दिया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अभी हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे बना देते हैं? अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं क्या करूँ, मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँ। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैंने वैर लिखा, वैर बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे कर दिया, बन गया इसका ऑब्जेक्ट। नहीं, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना, क्यों? नोट्स में देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा कैंट मेक ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हम लोग किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, तो हम लोग किसका बनाएंगे? दूसरे वाले का, एम्प्लॉय का। तो यहाँ पे एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ई डॉट सैलरी अगर कर दूँ, तो क्या होगा कि ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और मेथड क्या होता है कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेंबर होता है, और अगर वाली क्लास जो है वो किसी से क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, किसी क्लास में कोई क्लास उसे एक्सटेंड कर रहा है, तब क्या होगा कि उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को उसे ओवरराइड करना ही करना होगा, वरना उसमें एक एरर आएगा। तो आपने यहाँ पे देखा, ये प्रिंट हो गया। अगर मैं क्या करूँ, इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। अब इसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मैं क्या करूँ, इसे कमेंट आउट करके, ओके ये ऐसे नहीं होगा, मैं यहाँ पे एक क्या करता हूँ, इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे दूसरा फंक्शन बनाता हूँ सैलरी, इसके अंदर बॉडी डाल दी मैंने, प्रिंट कर दिया ऐसे, कुछ भी डाल दिया। तब क्या हो, तब यहाँ पे एरर आया क्या? नहीं, यहाँ पे एरर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इस क्लास, ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ही नहीं। क्या ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है? नहीं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? जिसमें बॉडी ना हो, मीन्स ब्रेसेस ना हो, उसके अंदर कुछ ना हो, बट इसमें बॉडी है इसके अंदर। यहाँ पे मैंने इसको बॉडी बनाया है, यहाँ पे आई मीन ये एक बॉडी वाला फंक्शन है। तो अगर बॉडी वाला फंक्शन है, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन उसमें नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, तब यहाँ पे एरर नहीं आएगा, तो उसे ओवरराइड भी नहीं करना होगा। अगर मैं इसे ऐसे हटा दूं, तब क्या होगा? तब अब अगर मैं इसको ऐसे सैलरी 2 कर देता हूँ, तब आपने देखा यहाँ पे एरर आने लगा, क्योंकि इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और इसे कर दूंगा, कमेंट आउट से हटा देता हूँ। तो यही होता है क्या, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ये भी हो गया हमारा। अब मैं क्या करता हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्लिसिट इंटरफेस। ये क्या होता है? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा इम्प्लिसिट, इम्प्ली इम्प्लीसिट, यहाँ पे इंटरफेस डॉट डार्ट। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो वर्ड मेन ऐसे कर देता हूँ मैं,
तो देखते हैं कि इम्प्लिसिट इंटरफेस क्या होता है। इम्प्लिसिट इंटरफेस वर्क्स काइंड लाइक अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो ये जो इम्प्लिसिट इंटरफेस होता है ये क्या करता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो हम लोग ने अभी पढ़ी है उसकी तरह वर्क करता है। तो उसकी तरह कैसे वर्क करता है यहाँ पे बताते हैं वो भी आपको। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, क्लास दिल्ली। यहाँ पे एक क्लास है दिल्ली, यहाँ पे शो कर देता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा कि इसको दिल्ली को। अब मैं क्या करा, यहाँ पे एक क्लास बना ली, अब दूसरी क्लास बना दी मैंने, लेट्स से यूपी की बना दी मैंने। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना दिया, ऐसे कर दिया, ओके। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं क्लास और क्या लिखूं यहाँ पे इंडिया, ये एक क्या है, थर्ड क्लास है। यहाँ पे मैंने लिख दिया इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट्स दिल्ली कॉमा यूपी। यहाँ पे नहीं यार, यहाँ पे यूपी, ऐसे कर दिया यूपी। अब मैंने ये क्या करा, तो नोट्स में चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं मैंने क्या करा। इम्प्लीमेंट्स विद इम्प्लीमेंट्स कैन इम्प्लेंट मल्टीपल क्लासेस। तो जब हम लोग इम्प्लीमेंट ऐसे यूज कर रहे हैं तब हम लोग मल्टीपल क्लासेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मीन्स ये दोनों हमें इसमें मिल गए, जैसे एक्सटेंड कर रहे थे जो इसके अंदर क्या आ जा रहा था, जो इस क्लास एक्सटेंड कर रहे हैं उसके मेंबर्स। तो ठीक वैसे ही इम्प्लीमेंट अगर हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके मेंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर हम लोग इम्प्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं तब क्या होगा कि जो दिल्ली यूपी हम लोग मल्टीपल क्लास बेसिकली यहाँ पे इसके अंदर ला सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ और राइट करा है, यहाँ पे मैंने लिखा है द इम्प्लीमेंटेड क्लास मेंबर्स विल हैव टू बी ओवरराइड। तो ये भी क्या है आप देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसा है। अब क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जैसा तो है बट यहाँ पे क्या एब्स्ट्रैक्ट मेंबर है नहीं, बट स्टिल हमें क्या करना होगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, फिर भी हमें इसको ओवरराइड करना होगा क्योंकि ये एक इम्प्लिसिट इंटरफेस है ना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो यहाँ पे इसी की वजह से एरर आ रहा है क्योंकि उसे ओवरराइड नहीं करा है। तो अगर मैं क्या करूँ, ओवरराइड करूँ, ओवरराइड, और यहाँ पे किसको ओवरराइड करना है मुझे, शो फंक्शन को, इसको ऐसे कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ इसके अंदर, जैसे मैंने डाल दिया प्रिंट और दिल्ली इज इन इंडिया। तो यहाँ पे मैंने इसको ओवरराइड कर दिया। अब आपने देखा अब भी एरर आ रहा है, अब भी एरर क्यों आ रहा है, अब भी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने दिल्ली के मेंबर तो क्या कर लिए, ओवरराइड कर लिए, बट क्या मैंने यूपी के करे नहीं। यूपी के क्यों करेंगे, क्योंकि ये भी तो हम लोग कर रहे हैं ना इम्प्लीमेंट, तो हमें यूपी के भी करने पड़ेंगे। तो अगर किसी क्लास में हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो जो सी भी क्लास दो है तीन है चार है, तो उन सारे के सारे क्लासेस को हमें यहाँ पे ओवरराइड करना होगा जिस क्लास में हम लोग उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यही होता है क्या, जो हमारा इम्प्लिसिट इम्प्लीमेंट होता है, इम्प्लिसिट इंटरफेस यही होता है। तो उससे ओवरराइड कैसे करें, ओवरराइड बेसिकली क्या होगा, उसे मुझे यहाँ पे ऐसे कर देना होगा। तो उसे मैंने रीअसाइन कर दिया, तो आपने देखा जैसे मैंने ये करा तो यहाँ पे इस पे एरर हट गया। तो हम लोग ये दोनों क्लासेस, तीन क्लासेस, चार क्लासेस, जितने भी क्लासेस हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं उन सबके क्लासेस के मेंबर्स को यहाँ पे हमें ओवरराइड करना होगा, वरना हमें क्या मिलेगा, एरर। तो यही होता है क्या, इम्प्लिसिट इंटरफेस। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो वेर आई इज इक्वल टू इंडिया का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि आई डॉट शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो शो है दिल्ली इज इन इंडिया, ये हमारा रन होगा। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ जैसे, तो आप यहाँ पे देख सकेंगे कि दिल्ली इज इन इंडिया हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो आपने देखा कि इम्प्लिसिट इंटरफेरेंस जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह वर्क करता है, इसमें भी आपको ओवरराइड करने पड़ते हैं बट ये थोड़ा सा बस डिफरेंट होता है। तो ये प्रिंट होके हमें यहाँ पे मिल गया। तो हम लोग ने क्या करे कि सारे के सारे टॉपिक्स देख लिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये, मैं फिर से बता दूं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था। और इसमें मोस्टली सारे के सारे टॉपिक्स, सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इंपॉर्टेंट है जो कि आपको आने चाहिए। पर मैंने आपको ऐसा बता दिया कि आपको सारे के सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। सो आई होप आपको ये वाला चैप्टर भी समझ में आ गया होगा जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो अब हम लोग ने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं। अब हम लोग देखेंगे या प्रोजेक्ट बनाना। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक प्रोजेक्ट भी अब बना ही लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीख ली। उस प्रोजेक्ट में जो जो भी हम लोग करेंगे वो सब हम लोग सीख चुके हैं। तब हम लोग वो जो प्रोजेक्ट है उसे बनाने के लिए रेडी हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो अब हम लोग प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे VS कोड में ओपन कर लेता हूँ और इस फोल्डर को बंद कर दूंगा। सो ये वाला जो हमारा प्रोजेक्ट होगा ये बेसिकली क्या होगा, एक लाइब्रेरी सिस्टम,
लाइब्रेरी सिस्टम से मतलब क्या हुआ। अब मैं क्या करूँगा, आपको पहले बताऊँगा कि ये प्रोजेक्ट में होने क्या वाला है। तो आप क्या करेंगे, आपको पहले उसे खुद बना के ट्राई करना है और मुझे लगता है कि आप बना लेंगे, क्योंकि मैंने आपको इसमें सब कुछ बता दिया है और ये प्रोजेक्ट जो होगा बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। तो यहाँ पे लाइब्रेरी सिस्टम डॉट डॉट कर देता हूँ। तो जो मेन काम है यहाँ पे होता है लॉजिक बिल्डिंग। आपको आता सब है, बस आपका जो मेन काम है वो होगा लॉजिक बिल्डिंग, कि आपको कैसे प्रोग्राम बनाना है क्या क्या करके। तो यहाँ पे एक वॉइड मेन फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि आपको इसमें करना क्या है, फिर आप वो खुद से बनाने का ट्राई करें। अगर नहीं बनाए फिर आप ये वीडियो देखें, अगर आपसे नहीं बनता है तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट्स डाल देनी है। जैसे आपने यूजर से पूछा एंटर 1 टू सी द अवेलेबल बुक्स, एंटर 2 टू बाय द बुक, एंटर 3 टू लेट्स से कि रिटर्न दी बुक, और एंटर 0 टू एग्जिट दिस लाइब्रेरी, ऐसे कर सकते हैं आप। फिर यूजर से इनपुट लेके आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग उसके इनपुट के अकॉर्डिंग काम करना है। जैसे यूजर ने क्लिक करा, क्या जैसे यूजर ने एंटर 1 कर दिया, एंटर 1 क्या था, एंटर 1 फॉर सीइंग या वॉचिंग अवेलेबल बुक्स। तो आपने क्या करा, एन जो यूजर ने 1 डाला है उसके लिए एक कंडीशन लगाई और उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करा, उसे अवेलेबल बुक्स दिखा दी। ठीक वैसे ही बाय करने के लिए बुक के लिए आपने क्या करा, उसके लिए कुछ काम करा। तो वो सब बेसिकली आप पे डिपेंड करता है तो आप कैसे करें। तो हिंट के लिए मैं क्या बोलूँगा कि आप एक क्लास बनाएं, उसके अंदर यूज़र के इनपुट के अकॉर्डिंग फंक्शन बना दें और उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग टास्क कर दें। ठीक है, तो आप क्या करें, अभी खुद से ट्राई करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें कैसे होंगी। तो सबसे पहले हमें एक लाइब्रेरी चाहिए और उसमें क्या बनाऊंगा मैं खुद, कुछ फंक्शंस यूजर के इनपुट के अकॉर्डिंग। जैसे बाय करने के लिए कोई सा बुक, या उसे सेल करने के लिए, या रिटर्न करने के लिए। ठीक, तो इन सब के लिए मैं क्या करूँगा, फंक्शंस बनाऊंगा। तो उन सारे फंक्शंस को मैं एक क्लास में ग्रुप कर दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा क्या, डॉट डॉट आईओ इनपुट के लिए। ओके, ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब जल्दी से बनाता हूँ क्या बनाऊंगा, यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ। ये ग्लोबल वेरिएबल रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अवेलेबल और लेट्स से बुक्स। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूँ मैं। ठीक है, बुक्स की एक लिस्ट, जो 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 हमारी जो जो बुक हमारी इस लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो ये मैं यूज़र को बताऊंगा कि हमारे पास ये बुक्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं पाइथन लिख देता हूँ, जैसे पाइथन एक बुक है वो हमारे पास है। यहाँ पे जावा लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे जैसे मैंने डाटा लिख दिया। आप और लगा सकते हैं। ये बेसिकली एक लिस्ट है, अवेलेबल बुक्स की एक लिस्ट है। इसको मैंने बाहर बनाया क्योंकि मैं इसको क्लास के अंदर भी यूज़ करना चाहता हूँ इसको, और इसके बाहर भी यूज़ करना चाहता हूँ। तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, उसे ग्लोबली में मीन्स एकदम बाहर आप डाल दें उसे। तो आप यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे भी। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना दी। अब क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊंगा। तो क्लास लिखूंगा, यहाँ पे लाइबर कर देता हूँ। लाइबर मीन्स लाइब्रेरी। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा वेल अवेयर रेफरेंस अवेलेबल। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि बुक्स। अब यहाँ पे ये क्या है, ये भी सेम यही होगा। ओके, तो इसको ऐसे करता हूँ मैं, और इसको ऐसे करके बंद कर देता हूँ। बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर मैंने क्या करा, एक और बना दिया क्या, सेम यही। क्योंकि हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, इसे यूज करेंगे, जो कि भी आगे समझ में आएगा। बेसिकली यहाँ पे एक क्लास बनाया, उसका ये मेंबर है। ठीक है, आई मीन मेंबर नहीं, उसका अंदर हम लोगों ने क्या करा, एक लिस्ट बना दी। तो ये लिस्ट बन गया। अब यहाँ पे लिस्ट भी ले सकते हैं, आप पे मर्जी में मैं ये सब बता चुका हूँ। तो आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने एक कोर्स अच्छे से पढ़ा होगा, आपने क्लास और आपने ऑब्जेक्ट्स फंक्शंस ये सब अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, वाइड शो अवेलेबल बुक्स का। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन जो हमारे बुक्स अवेलेबल है वो शो करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट, और यहाँ पे मैं इसके पहले एन लगा देता हूँ ताकि एक लाइक एंटर के बाद आए, ताकि थोड़ा सा ढंग का दिखे। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं अवेलेबल बुक्स आर, ऐसे कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे एक एंटर और चाहिए, तो एस्केप सीक्वेंस का यूज कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे मैं शो कर दूंगा लिस्ट वाली। कौन सी लिस्ट, जो हम लोग ने बनाई थी। तो यहाँ पे मैं ऊपर वाली दिखा देता हूँ, ये जो है अवेलेबल बुक्स, ये अवेलेबल बुक्स। तो इसको मैं सीधे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ये वाला क्यों बनाया, ये वाला काम हम किस में करेंगे, जब हम लोग चाहते हैं कि इसमें कुछ ऐड करना कुछ निकालना, वो सारा हम इससे करेंगे। जब हम पूरा पूरा दिखाना चाहते हैं ये, तो हम उसको डायरेक्टली ऐसे करेंगे। तो वो भी हम लोग आगे देखेंगे। फॉर नाउ मैंने क्या करा, यहाँ पे यूजर ने अगर क्या चूज करा होगा कि उसे बुक देखनी है अवेलेबल बुक, तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे बुक को प्रिंट कर दिया। बस यहाँ पे इतना ही करा है। तो इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग फंक्शन बनाएंगे, बाय के लिए, बाय करने के लिए बुक, सेल करने के लिए, रिटर्न करने के लिए, और अवेलेबल बुक्स शो कराने के लिए। वही सब हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। अब दूसरा फंक्शन बनाता हूँ बाय बुक के लिए। लेट्स से यूजर को हमारी लाइब्रेरी से एक बुक लेनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लेट्स से कि मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया
यहाँ पर लिख दिया मैंने विच बुक डू यू वांट टू बाय, कौन सी बुक आप बाय करना चाहते हैं। यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक यूजर का इनपुट लूंगा। यहाँ पे यूजर का इनपुट लूंगा, क्योंकि यहीं पे यूजर क्या डालेगा, अपना इनपुट कि उसे कौन सी बुक चाहिए। तो यहाँ पे यूजर के इनपुट लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, stdin डॉट, फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा रीड लाइन सिंक। इससे क्या कर देते हैं हम लोग, यूजर का एक स्ट्रिंग इनपुट ले लेंगे। ओके, अब यूजर का इनपुट ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा मैं। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा, मैं बोलूंगा अगर जो हमारे अवेलेबल बुक्स हैं, अवेलेबल बुक्स जो लिस्ट है, अगर वो कंटेन करती है क्या, अगर वो कंटेन करती है यूजर ने जो बुक डाली है वो, ठीक है। तो अगर क्या होगा कि हमारे पास अवेलेबल बुक्स कौन सी है, हमारे पास ये अवेलेबल बुक्स हैं ये तीनों। अगर यूजर ने क्या करा होगा, ऐसी बुक डाली होगी जो कि इसमें है, ऐसी बुक डाली होगी जो कि इसमें है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या कर देंगे कि यहाँ पे लिख दें। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जो अवेलेबल बुक है हमारा, अवेलेबल बुक, अवेलेबल बुक से मैं क्या करूंगा, वो वाली जो बुक उसने खरीद ली है उसे मैं गायब कर दूंगा। कौन सी बुक खरीदी है, जो यूजर ने डाली यहाँ पे, वही वाली बुक, ठीक है। तो यूजर जो भी बुक डालेगा इसमें आ जाएगा। तो इधर से यूजर ने पाइथन डाली तो हम लोग पाइथन यहाँ से निकाल देंगे, क्यों, क्योंकि यूजर ने पाइथन खरीद ली है, तो अब हमें सिर्फ यही दिखाना है। ओके, तो उसने क्या करा कि खरीद लिया एक कोई सी भी बुक, जो भी वो डालेगा। फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेस से थोड़ा ऐसे एरो बना देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बुक परचेज, मीन्स आपने बुक परचेज खरीद ली, ओके, परचेज कर ली। और यहाँ पे ये दिखा देता हूँ मैं कि कौन सी बुक परचेज करी है। तो यहाँ पे जो भी यूजर ने बुक डाली वो यहाँ पे ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो ये हो गया इफ किसके लिए, अगर बुक है, अगर इस लाइब्रेरी में अगर अवेलेबल बुक हमारे पास ये है, अगर उसने ऐसी बुक डाल दी जो कि इसमें है ही नहीं, तब क्या करें हम, तब उसके लिए यहाँ पे एल्स लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एल्स, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा क्या, मैं प्रिंट कर दूंगा कि दिस बुक इज नॉट अवेलेबल, अवेलेबल, ओके, दिस बुक इज नॉट अवेलेबल, मैं ये डाल दूंगा। अगर यूजर ने कोई सी ऐसी बुक डाल दी जो कि हमारे पास नहीं है, जो कि अवेलेबल नहीं है, तो ये हो गया बाय करने के लिए। अब यूजर ने अगर कोई सी बुक ली है, उसे रिटर्न करना है उसे, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे रिटर्न का बनाता हूँ मैं, रिटर्न बुक, रिटर्न बुक का यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ। यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रिंट, और यहाँ पे लिख दूंगा कि विच बुक डू यू वांट टू रिटर्न, यहाँ पे लिख दूंगा कि कौन सी बुक आप रिटर्न करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं चेक करूंगा, पहले क्या करूंगा, यूजर का यहाँ पे डाल देता हूँ सीधे, यहाँ से कॉपी करके ऐसे कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ से यूजर से इनपुट लूंगा कि कौन सी बुक को रिटर्न करना चाहता है, ठीक है। और इनपुट के बाद में क्या करूंगा, ये क्या, इसको मैं हटाता हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा मैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ अवेलेबल बुक्स, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट कंटेन्स। अब मैं देखूंगा कि अगर जो यूजर बुक रिटर्न कर रहा है, अगर वो हमारे पास पहले से ही है, अगर जैसे यूजर ने पाइथन रिटर्न करा, बट पाइथन तो हमारे पास ऑलरेडी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पाइथन बुक किसी ने हमारी लाइब्रेरी से ली ही नहीं थी, तो उसे वापस कैसे कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने वो लगाया कि अगर कंटेन करता हो तब क्या प्रिंट हो जाए, तब प्रिंट हो जाए क्या, तो यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, जो भी यूजर ने बुक डाली है वो, उसके लिए मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा कि जैसे कि दिस, और यहाँ पे बुक वॉज नॉट सोल्ड, तो जब बिकी ही नहीं थी तो आप इसे वापस कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि दिस बुक वॉज नॉट सोल्ड। अब एल्स में क्या करूंगा, एल्स में मैं क्या कर दूंगा, एल्स में मैं लिख देता हूँ कि इसको मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेट्स से मैंने यहाँ पे एल्स इफ लगाऊंगा इवन, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे दो कंडीशन लगानी। तो ये किसका था, ओके, तो ये इसका है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ओके। तो एल्स में मुझे क्या डालना है, एल्स में ऐसे लिखूंगा, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एल्स इफ, यार एल्स इफ, इसे डिलीट करता हूँ ऐसे। एल्स इफ में मुझे क्या करना है, एल्स इफ में मैं क्या करूंगा कि एक सबसे पहले कंडीशन डालूंगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। अगर अगर क्या हो कि जो हमारी अवेलेबल बुक है, यानी रेफरेंस जो मैंने बनाया था वो, वहाँ पे क्या हो, वहाँ पे अगर हमारा बुक जो है, जो भी यूजर ने डाली है, अगर वो कंटेन कर रही हो कि नहीं कर रही हो, नहीं कर रही हो, ओके, अगर नहीं कंटेन करती है, तब मैं क्या करूँगा, तब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि जो ये यूजर ने जो बुक डाली है वो बुक क्या हो चुकी है, नॉट ऑफ आवर लाइब्रेरी है, ऐसे कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पे इसको ऐसे कर दूंगा। तो मैंने ये क्या करा,
यहाँ पे मैंने यूज़र से क्या करा, मैंने जो रेफ़रेंस बनाया था ये वाला किस लिए बनाया था? क्योंकि हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे जो है हमारे पास कौन-कौन सी बुक्स हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे मैं निकाल रहा था और यहाँ पे ऐड कर रहा था बुक। तो अगर हम लोगों ने ये निकाल दिया, अब तो सिर्फ़ बचा ये। तो यहाँ पे क्या होगा, इससे क्या हेल्प हो जाएगी कि हमें सारे बुक हमारे पास रहेंगे, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि कौन-कौन सी बुक है हमारे पास, कौन-कौन सी नहीं है। ताकि यूज़र अगर कोई ऐसी बुक डाल दे जो कि हमारी लाइब्रेरी में नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकें, उसे हम बता सकें कि ये बुक हमारी लाइब्रेरी की है ही नहीं, आपने दूसरी बुक डाल दी है। फिर मैं क्या करूँगा, एल्स में क्या करूँगा, यहाँ पे एल्स लिख देता हूँ, एल-ए नहीं एल्स। एल्स में मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा प्रिंट, और यहाँ पे इवन तो प्रिंट नहीं करता हूँ, मैं सीधे क्या करता हूँ कि जो हमारी अवेलेबल बुक है, अवेलेबल बुक, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ जो यूज़र ने रिटर्न करा है, ओके। तो ये भी हो गया। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे एक प्रिंट लगा देता हूँ कि बुक रिटर्न्ड, बुक रिटर्न्ड, ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या बोला, यहाँ पे मैंने बोला अगर जो अवेलेबल बुक्स है वो कंटेन कर रही है, जो यूज़र ने डाला है, अगर क्या कर रहा है कि हमारा जो अवेलेबल बुक्स है उसमें ऑलरेडी वो वाली बुक है, तो आप रिटर्न क्यों कर रहे हैं जब इसमें ऑलरेडी, इसका मतलब क्या हुआ कि वो बुक बेची ही नहीं गई है। बट अगर यूज़र ने ऐसी बुक डाल दी जो हमारी लाइब्रेरी में है ही नहीं, तब क्या हो, तब बुक नॉट ऑफ अवर लाइब्रेरी, तो वो बुक हमारी लाइब्रेरी की है ही नहीं। और अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स मीन्स क्या हुआ कि जो यूज़र ने बुक डाली है वो सोल्ड भी हो चुकी है और हमारे लाइब्रेरी की भी है, तो क्या करो, तब अवेलेबल बुक्स में वो वाली बुक क्या कर दो, डाल दो। इसका मतलब क्या होगा कि वो वाली बुक रिटर्न होगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि बुक रिटर्न्ड, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा कि तीनों लिख लिए, बस इतने फंक्शन बनाने। एक हमें बुक्स दिखाने सारे, एक में क्या करना है, एक में हमें क्या करना है कि जो बाय बुक, जब यूजर बाय करेगा बुक को तब उसका कोड लिखा है। यहाँ पे मैंने रिटर्न बुक के लिए कोड लिख दिया, ओके। इसको ऐसे बंद करता हूँ मैं। तो यहाँ कहीं पे एरर आ रहा, प्रोबेबली, ओके, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। तो ये क्लास और फंक्शन सारे काम हो गए। अब आते हैं अपने void मेन फंक्शन में। यहीं से हम लोग क्या करेंगे, यूजर को भेजेंगे उसके अकॉर्डिंग, मीन्स यहाँ से हम लोग फंक्शन जो क्लास है उसके फंक्शंस को कॉल करेंगे यूजर के इनपुट के अकॉर्डिंग। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले वाइल लूप लगाऊंगा। तो वाइल ट्रू कर देता हूँ इसे। अब वाइल लूप क्यों लगाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ यूजर से बार बार पूछा जाए कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे उसने बोल दिया कि उसे पूरी बुक देखनी है, ठीक है, तो उसने वन पे क्लिक कर दिया तो उसको सारी बुक्स हो गई। और हम नहीं चाहते कि हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाए फिर यूजर उसे रन करे। ये बार बार होता रहे, यूजर से बार बार पूछा जाए कि वो क्या करना चाहता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे लेट्स से मैं थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि वेलकम टू लाइब्रेरी। तो लाइबर हमारे लाइब्रेरी का नाम है, तो इसको ऐसे कर देता हूँ मैं, और इसे ऐसे बंद कर दूंगा। यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कि एंटर, एंटर करो वन फॉर वॉचिंग दी अवेलेबल अवेलेबल बुक्स। फिर यहाँ पे एन लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा कि एंटर, एंटर करो टू, किस लिए, एंटर टू फॉर बाइंग बुक, ठीक है। फिर यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस मीन्स दूसरी लाइन। अब यहाँ पे लिखता हूँ एंटर थ्री फॉर रिटर्निंग बुक, और यहाँ पे एक एंटर और एंटर जीरो टू एग्जिट दी लाइब्रेरी। तो यहाँ पे मैंने सारे डाल दिए। तो यहाँ पे वन के लिए क्या होगा, अगर यूजर ने वन डाला तो हमें उसको अवेलेबल बुक्स दिखानी है, टू डाला तो उसको बाय कराना है बुक, और अगर थ्री डाला तो रिटर्न कराना है बुक, और जीरो डाल दिया तो हमें प्रोग्राम को एग्जिट कर देना है, इस लाइब्रेरी को एग्जिट कर देना है। तो अगर वो वन डालेगा तब हम लोग ये वाला फंक्शन कॉल कर देंगे, कौन सा, ये वाला। अगर टू डालेगा तो हम बाय बुक वाला कर देंगे, और थ्री डालेगा तो ये रिटर्न बुक वाला, ठीक है। तो यही सारे काम हम लोग यहाँ से करेंगे वाइड मेन फंक्शन से, क्लास की हेल्प से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले यूजर का इनपुट लूंगा मैं। यूजर के इनपुट के लिए इंट डॉट पास का यूज करूंगा, क्यों, क्योंकि हम लोग इंटीजर वाला ले रहे हैं। तो एस टी डी इन कर दूंगा डॉट रीड लाइन सिंक, यहाँ पे एक ऑपरेटर वाला ऐसे, यहाँ से हम इंट टाइप करेंगे क्योंकि यूजर को नंबर डालना है। अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ अपनी लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी नाम था उसका। यहाँ पे मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, ओके। अब क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि कंडीशंस डालूंगा। तो कंडीशंस के लिए मैं क्या यूज कर लेता हूँ, मैं स्विच यूज कर लेता हूँ। मैं स्विच डालूंगा, स्विच, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ जो भी यूजर ने डाला, ठीक है, जो भी यूजर ने डाला। अब इसके अंदर मैं केसेस बनाऊंगा कि अगर यूजर ने जो डाला है, अगर वन हो तो क्या करो, टू है तो क्या करो, थ्री है तो क्या करो, यही सब मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो केस वन में मैं क्या करूंगा, केस वन में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, केस वन में
और मैं क्या करूंगा, जो वाला फंक्शन था शो अवेलेबल बुक वाला फंक्शन को कॉल कर दूंगा, और यहाँ पे ब्रेक हमें ऐसे लगाना होता है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि दूसरा बनाता हूँ, अगर केस 2 हो, मीन्स अगर यूजर को क्या करना है कि बाय करना बुक, तब क्या करो बाय बुक वाला फंक्शन कॉल कर दो, और यहाँ पे इसे ब्रेक कर दो। और फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे केस 3 बनाता हूँ। यहाँ पे क्या करना है हमें कि रिटर्न वाला था, अगर यूजर ने 3 क्लिक करा रिटर्न करने के लिए बुक, तब उसे रिटर्न वाले फंक्शन को कॉल कर दो, यहाँ पे बुक नहीं ब्रेक होगा, ब्रेक। अब हो गया। अब जीरो के लिए क्या था, अगर केस जीरो तब क्या करो, अगर मैं इसके अंदर ऐसे ब्रेक डाल दूं और यहाँ पे ऐसे ब्रेक डाल दूं ऐसे, तो आपने देखा यहाँ पे भी ब्रेक डाल रहे हैं, यहाँ पे भी ब्रेक डाल रहे हैं, तो ये क्या होगा, कंफ्यूज हो गया। तो ये ठीक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो ट्रू था इसे हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे एक एन बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं वेर एन इज इक्वल टू जीरो कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ एन इज इक्वल टू जीरो। ऐसे मैंने बोला वाइल एन इज इक्वल टू जीरो, जब तक एन जीरो है तब तक क्या होगा, ये लूप रन होता रहेगा। बट जैसे ही एन की वैल्यू चेंज होगी वैसे ही हमारा लूप एग्जिट कर जाएगा। तो यहाँ पे मैं एन को रीअसाइन कर दूंगा, मैं बोल दूंगा एन को कर दो 1, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि प्रिंट, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया थैंक यू, थैंक यू, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कम अगेन, कम अगेन, थैंक यू, कम अगेन। अगर यूजर ने लाइब्रेरी एग्जिट कर ली तो हम लोग उससे ये प्रिंट करा देंगे। तो ये काम भी हमारा हो गया। मैंने यहाँ पे इसको ऐसे एन को 1 कर दिया, इससे क्या होगा कि ये वाला जो यहाँ पे लूप मैंने एन इज इक्वल टू जीरो डाला था, ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो क्या होगा कि ये जो लूप था हमारा एग्जिट हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, स्विच वाला था ये। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक डिफॉल्ट भी डाल देते हैं। अगर यूजर ने ना 1 डाला, ना 2 डाला, ना 3 डाला, ना 0 डाला, तब क्या करो, तो उसके लिए मैं डिफॉल्ट लिख देता हूँ, डिफॉल्ट ऐसे होगा। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये क्या हो रहा है ऐसे, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ कि इनवैलिड इनपुट, मीन्स आपने कुछ ऐसा इनपुट डाल दिया जो कि हम लोगों ने आपसे बोला ही नहीं था, तो आप इनवैलिड इनपुट मैंने यहाँ पे ऐसे डाल दिया। बस और कुछ करना क्या, नहीं, सारा काम हमारा यहाँ पे हो गया। हम लोगों ने क्लास बनाया, उसके अंदर सारे फंक्शंस बना दिए यूजर के इनपुट के अकॉर्डिंग, जैसे उसे बाय करना है तो उसका फंक्शन, रिटर्न करना हो तो उसका फंक्शन, अवेलेबल बुक्स देखनी है तो उसका फंक्शन, यहाँ पे मैंने वो सब कर दिया था। फिर यहाँ से यूजर का इनपुट लिया था, वाइल लूप चलाया था, और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे फंक्शंस कॉल कर दिए थे जो हम लोग ने बनाए थे। बेसिकली सारा काम हो गया। मैं सीधे क्या करता हूँ, ऐप को रन करता हूँ, तो प्रोग्राम हमारा रन हो गया जैसा कि है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ऐसे कर देता हूँ ताकि बेटर दिखे ऐसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू लाइब्रेरी दिखा रहा है, और यहाँ पे एंटर 1 फॉर वॉचिंग द अवेलेबल बुक्स, 2 फॉर बाइंग बुक, 3 फॉर रिटर्निंग बुक एंड 0 टू एग्जिट द लाइब्रेरी। सबसे पहले 1 वाला चेक करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैंने 0 डाल दिया तो क्या होगा, जो भी अवेलेबल बुक्स हैं वो शो हो जाएंगी। तो मैंने 0 करा, तो यहाँ पे आ रहा कम अगेन, ओके मुझे 1 करना है ना कि 0। तो यहाँ पे मैं फिर से इसे रन करता हूँ, मुझे 1 करना था, मैंने 0 कर दिया, तो क्या हुआ, एग्जिट होगी लाइब्रेरी, और ये प्रिंट होके आ गया। ठीक है, तो 0 वाला वर्क कर रहा है, 1 वाला देखते हैं। मैंने यहाँ पे 1 एंटर करा, तो आप देख सकते हैं अवेलेबल बुक्स आर, यहाँ पे हमें अवेलेबल बुक्स दिखा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, बाय वाला करता हूँ, तो यहाँ पे मैं पाइथन को खरीद लेता हूँ। तो यहाँ पे 2 करता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है विच बुक डू यू वांट टू बाय, मैंने डाल दिया यहाँ पे पाइथन ऐसे। स्मॉल लेटर नहीं डालना आपको, जैसा है यहाँ पे, आपको जैसा है यहाँ पे कैपिटल लेटर में सेम एज इट इज वैसे डालना। तो आपने देखा यहाँ पे बुक परचेज डाल रहा है, कौन सी बुक, पाइथन परचेज हो चुकी है। अब पाइथन यहाँ से हम लोग ने परचेज कर ली, तो क्या इसके अंदर अब जावा डाटा बची होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1 करूंगा तो अवेलेबल बुक्स हो जाएंगी। तो जैसे 1 पे क्लिक करा तो आप देख सकते हैं उसमें पाइथन चला गया, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा था, रिमूव कर दिया था उस वाले फंक्शन में। तो यहाँ पे बाय वाला तो वर्क कर रहा है। अगर मैं फिर से डार्ट को खरीद लेता हूँ, डार्ट को अब यहाँ पे 1 करूँ, तो अब यहाँ पे डार्ट भी जा चुकी है, सिर्फ जावा बचा है। अब मुझे रिटर्न करना है, तो मैं 3 पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे पूछ रहा है विच बुक डू यू वांट टू रिटर्न, तो मुझे डार्ट करनी है, तो मैं डार्ट ऐसे लिख दूंगा, और बुक रिटर्न यहाँ पे आ गया। अब 1 पे क्लिक करता हूँ, अवेलेबल बुक्स देखने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डार्ट आ गया। अब अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे 3 डाल दूँ ऐसे, और यहाँ पे विच बुक डू यू वांट टू रिटर्न, मैं कुछ जैसे मैंने सी डाल दिया। सी डालने पे क्या आया, सी बुक नॉट ऑफ अवर लाइब्रेरी, क्योंकि सी बुक हमारी लाइब्रेरी की है ही नहीं। तो यहाँ पे बाय करने वाला, रिटर्न करने वाला, अवेलेबल बुक्स देखना, एग्जिट करना, सब कुछ वर्क यहाँ पे कर रहा है। अगर मैं 0 पे क्लिक कर दूं, एंटर कर दूं, तो यहाँ पे आएगा थैंक यू, कम अगेन, और हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो गया। सो हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट, हमारी जो लाइब्रेरी सिस्टम थी पूरी वर्क कर रही है। आप इसे बहुत ज़्यादा एडवांस बना सकते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, बुक्स डाल सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है आप करना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने सब कुछ बता दिया है कि आप एक लाइब्रेरी सिस्टम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करा है। सो आई होप आपको
ये भी प्रोजेक्ट बनाना आ गया होगा एंड आई होप कि इससे आपकी थोड़ी सी जो स्किल्स हैं वो बूस्ट हो गए होंगे और आपका जो प्रैक्टिस था वो भी हो गई होगी। सो एक प्रोजेक्ट हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है लाइब्रेरी सिस्टम। अब उसके बाद हम लोग कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 12 है, इसको मैं खोल लूँगा अपने ब्राउज़र में। और ये वाला जो कोर्स है वो बस एंड पे है अपने, बस थोड़ी चीज़ें और देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो छोटे-छोटे टॉपिक हैं वो हम लोग देखते हैं। तो ये चैप्टर है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इसको मैं वीएस कोड में भी ओपन कर लेता हूँ। सो एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन मतलब होता है रुकावट। हमारे प्रोग्राम में रुकावट किसकी वजह से आते हैं? हमारे प्रोग्राम में रुकावट आती है एरर्स की वजह से। सो एक्सेप्शन या एरर बोले आप, दोनों एक ही चीज़ है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मीन्स हम लोग क्या करेंगे, जो एरर आएगा हमारे प्रोग्राम में उसको हम लोग हैंडल करेंगे, उससे हैंडल करना सीखेंगे। जैसे जैसे हम लोग ने यूजर से एक इनपुट लिया इंटीजर टाइप का, मैंने उसको, जैसे आपको पता होगा कि हम लोग ने stdn और डॉट रीड एंड सिंक से हम लोग ने कैसे इंटीजर का एक हम लोग कैसे ले सकते हैं इनपुट। तो हम लोग ने वैसा ही करा, बट यूजर ने उसके अंदर स्ट्रिंग डाल दी, उसने कुछ लेटर्स डाल दिए, तो हमें एक एरर मिल जाएगा। सो ये चीज़ें हैंडल करने के लिए, ताकि हमारा प्रोग्राम जो है उसमें एरर ना आए बल्कि और कुछ हो जाए, बस एरर ना आए, तो वो हैंडल करने के लिए हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, तो वही इस चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ट्राई ऑन ब्लॉक देखेंगे। तो यहाँ पे ट्राई ऑन डॉट डाट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वाइड मेन फंक्शन वाइड मेन, और इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसे रन कर देता हूँ और चलते हैं नोट्स में, देखते हैं कि ये चीज़ें कैसी होती हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लाता हूँ, ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये, ऊपर हो गया मैं। तो इसका साइज थोड़ा सा, फॉन्ट साइज थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देता हूँ, बस इतना काफ़ी है। नोट्स में आते हैं। When we have to handle any exception या error, then we can use exception handling। जब हमें कोई error या exception handle करना है तब हम लोग exception handling का यूज कर सकते हैं। It helps our apps not to get crash। मैंने यहाँ पे apps लिखा है, जैसे आपने डार्ट प्रोग्रामिंग सीखी, फिर आप उससे ऐप डेवलप कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपके ऐप में कुछ एरर आ रहा है किसी वजह से, जैसे यूजर की वजह से कोई एरर आ गया, उसने कुछ इनवैलिड इनपुट या कुछ भी कर दिया जिसकी वजह से एक एरर आ रहा। तो अगर आपने उस एरर को हैंडल नहीं करा तो आपका ऐप क्रैश हो जाएगा और उस यूज़र के लिए आपका ऐप पहला और आखिरी ऐप हो सकता है। तो आप क्या चाहते हैं कि आपका ऐप क्रैश ना हो, ताकि उसमें तो क्या करना होगा, उसके लिए आपको कोड में कोई गड़बड़ी नहीं करनी होगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एरर को हैंडल कर सकते हैं। तो यही एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारे ऐप को क्रैश होने से बचाता है, क्रैश ना होने से, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक देखते हैं, ट्राई ऑन ब्लॉक। तो ये ट्राई ऑन ब्लॉक क्या है, ये बेसिकली ब्लॉक्स होता है। जैसे हम, ये फंक्शन है, यहाँ पे क्या है, ये ऐसे ऐसे लगा है, तो क्या हुआ, एक ब्लॉक। तो बेसिकली इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, ट्राई ऑन ब्लॉक। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो एक्सेप्शन हैंडलिंग वो देखेंगे कैसे होता है ये। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके अंदर लिखूंगा ट्राई ऑन ब्लॉक है, तो पहले ट्राई लिखूंगा फिर लिखूंगा ऑन। तो यहाँ पे मैंने ट्राई लिख दिया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे ऐसे ऑन लगा के अभी छोड़ देता हूँ ना, आप कंफ्यूज जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ट्राई, मतलब क्या होता है, ट्राई मतलब कुछ ट्राई करना है। जैसे अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे वेर डिव लिख दूँ इक्वल टू 10 और यहाँ पे इसको ऐसे करके और यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे 10 कर देता हूँ। ये क्या करता था, डिवाइड करके हमें दे देता जो भी हम लोग यहाँ पे नंबर डालते थे। और हमें क्या हो जाता था कि इसको ऐसे कर देना मुझे इवन, तो हाँ ऐसे, ओके। क्या हो जाता था कि जो डेसिमल वाला था वो हट के हमें एक इंटीजर मिलता था, तो बेसिकली डिवाइड कर देता। ये वाला ऑपरेटर आई होप आपको याद हो। तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि एक वेरिएबल बना दिया जिसके अंदर मैंने 10 को 0 से डिवाइड कर दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं अगर यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर देता हूँ, डिफ प्रिंट कर दूँ ऐसे, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो मैंने करा यहाँ पे इतना इतना को कॉपी करता हूँ, निकालता हूँ बाहर, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ये जो था इतना कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी बताता हूँ क्या है। अभी मैंने सिर्फ इतना करा है, अब इसे रन करूँ तो रन करने पे इसका आउटपुट क्या मिलेगा हमें, रन करने पे इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा। तो आप सोच के बताएं कि हमें इसका आउटपुट क्या मिलेगा। सो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, इसका आउटपुट हमें मिलेगा एक एरर। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक एरर मिल गया। एरर क्यों आया, तो क्या होता है प्रोग्रामिंग में कि हम लोग अगर कोई सा भी नंबर जीरो से डिवाइड करते हैं तब हमें एक एरर मिलता है। उस एरर का नाम क्या है, इंटीजर डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन। मींस कोई सा इंटीजर हम लोग जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें एक एरर मिलेगा। तो आप ये ध्यान में रखें, याद रखें कि कोई भी नंबर आप जीरो से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो आपको एक एरर मिलेगा। तो अब मान लीजिए मुझे ये करना है, हम कोई एरर नहीं चाहते हैं, तो क्या करेंगे, तब हम लोग ट्राई ऑन का यूज कर सकते हैं। अब ट्राई ऑन का यूज करें तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको उसका आंसर मिल जाएगा, नहीं, बस आप उस एरर से बच सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने वही करा है, तो ये हमें क्या दे रहा था, एक एरर दे रहा था, बट मैंने उसको ट्राई के अंदर डाल दिया। मीन्स क्या हुआ, मैंने बोला ये ट्राई करो,
बट अगर तुम ट्राई करने में फेल हो जाओ, ट्राई करने में फेल कब होगा, जब इसमें एरर आ जाएगा। सो ट्राई के अंदर जो भी कोड होगा, जितने भी कोड्स होंगे, अगर उनमें कोई एरर आ गया तब क्या होगा, तब ये ऑन के पास जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ऑन पे क्या लिखना रहता था, यहाँ पे ऑन के बाद हमें क्या लिखना होता है, और उस वाले एरर का नाम, तो यहाँ पे इंटीजर लिख देता हूँ, इंटीजर डिवीजन बाई जीरो, ये वाला एरर है, और यहाँ पे इसको ऐसे कर दूंगा। तो यहाँ पे हमें कौन सा एरर लिखना पड़ता है, यहाँ पे वो वाला एरर लिखना पड़ता है जो कि हमें यहाँ से मिल सकता है। यहाँ पे कौन सा एरर आ रहा था, यही वाला एरर आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये वाला एरर, अगर ये वाला एरर आए तो क्या करो, अगर ये वाला एरर आए तो प्रिंट कर दो क्या, प्रिंट कर दो एरर। तो मैं इसे रन करता हूँ, तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, एरर। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो गया, इसमें कुछ इशू आ गया, ठीक है, इसमें एरर आ गया। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि ट्राई के अंदर जो भी कोड्स होंगे, अगर उसमें क्या होगा, अगर उसमें एरर आएगा तो ये ऑन के पास जाएगा, देखेगा कि ये वाला एरर आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। बट अगर ट्राई के अंदर एरर नहीं आएगा, हमने कुछ ऐसा करा है जिससे एरर नहीं आ रहा, तब क्या होगा, तब ये वाला नहीं रन होगा, यही वाला रन होगा, क्योंकि इसमें एरर नहीं आया। तो आपने देखा एरर आया, मीन्स इसके अंदर कुछ एरर था, तभी हमारा ये वाला एग्जीक्यूट हुआ। अब अगर मैं इसके अंदर कुछ ऐसा कर दूं जो हमें एरर ना दे, मैंने 10 कर दिया, यहाँ पे मैं 0 से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, तो हमें एक एरर नहीं मिलेगा। तब क्या होगा, तब 10 हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा और उसका आउटपुट हमें 1 मिल गया, ना कि ये, क्यों कि उसके इसके अंदर कोई सा एरर नहीं आया। तो यही होता है ट्राई ऑन, ऑन के बाद आपको वो वाला एरर डालना है जो कि इसमें आ सकता है। ओके, तो ये हो गया ट्राई ऑन ब्लॉक। बाकी मैंने कोड में भी सब कुछ लिख रखा है। इफ ट्राई ब्लॉक्स कोड थ्रोज एरर या एक्सेप्शन देन इट्स कोड्स डू नॉट एग्जीक्यूट, अगर इसमें एक्सेप्शन आता है तो ये कोड्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। डिवाइडिंग एनी नंबर बाय जीरो थ्रोज एक्सेप्शन, मैंने ये भी बता दिया, ये एक्सेप्शन का नाम है। इफ ट्राई ब्लॉक्स कोड थ्रो एक्सेप्शन देन ऑन ब्लॉक्स कोड एग्जीक्यूट्स, अगर ट्राई ब्लॉक का जो कोड है वो क्या हुआ, उसने एक्सेप्शन थ्रो करा, तो ऑन ब्लॉक का जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ये किसकी तरह काम कर रहा है, इफ एल्स की तरह। इफ में क्या होता था, अगर उसकी कंडीशन ट्रू होती थी तो क्या होता था, इफ का ब्लॉक, इफ वाले ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होता, अगर फॉल्स होता था तो एल्स वाले का। ठीक वैसे ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि ट्राई कैच ब्लॉक क्या है। तो ट्राई ऑन तो देख लिया, ट्राई कैच देखते हैं। तो यहाँ पे ट्राई कर देता हूँ, कैच डॉट डॉट वाइड मेन फंक्शन, और लिखते हैं कोड। अब देखते हैं कि ट्राई कैच ब्लॉक होता है क्या होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेम ये वाला ट्राई कर लूंगा, क्योंकि ये एक एरर शो हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे इस एरर को हैंडल करना है। तो इतना तो सेम है, ट्राई हमें करना है ये। ओके, इतना मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, अब यहाँ पे ऑन की जगह मैं लिख दूंगा कैच। कैच क्या है, इसको ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि इसको कैच लिखा। अब कैच के बाद मैंने पैरेंथेसिस में ई डाला है। ये ई क्या है, नोट्स में देखते क्या है। ई एक्सेप्शन नेम स्टोर्स इन ई, इफ ट्राई स्कोर्स थ्रोस एरर देन कैच ब्लॉक्स कोड एग्जीक्यूट। यहाँ पे भी वही होगा, अगर ट्राई में क्या कुछ एरर आया तो यहाँ पे क्या होगा कि कैच वाला जो ब्लॉक है उसके कोड एग्जीक्यूट होंगे, मीन्स ये वाला। अब ये ई क्या है, अब ई क्या मैं बताता हूँ। जैसे ये ट्राई है, इसके अंदर कुछ भी कोड लिखा आपने, जिस कोड में, जैसे इस कोड में जो सा भी एरर आएगा वो एरर ई में स्टोर हो जाएगा, तो वो एरर ई बन जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ई को प्रिंट कर सकते हैं, या आपकी मर्जी, जो करना चाहे आप यहाँ पे करें। मैंने यहाँ पे बोल दिया हमें एरर मिल गया, कौन सा, ये वाला एरर। अब इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पे एरर कौन सा मिल रहा था हमें, जीरो वाला था, इंटीजर डिवीजन बाई जीरो वाला। तो क्या होगा कि ट्राई के अंदर जो भी कोड्स होंगे उसमें जो सा भी एरर आएगा वही वाला एरर ई में स्टोर हो जाएगा। इसने बोला कैच करो एरर को, कैच करो एरर को जो हमें इससे मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 10 नहीं, ये 0 होगा। मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, यहाँ पे भी 10 ही था, तो इसको मैं 0 कर देता हूँ ताकि हमें एक एरर मिले, और यहाँ पे भी इसको 0 है। अब मैं रन करता हूँ, अब हमें क्या होगा, अब ये प्रिंट होगा। तो यहाँ पे देखना आपने एरर आया, यह है। अब यहाँ पे हमें एरर का नाम मिल गया। तो ट्राई ब्लॉक में क्या आया, एरर आया, तो कैच ब्लॉक वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया। ई क्या था, ट्राई ब्लॉक के में जो भी एग्जीक्यूशन, आई मीन जो भी एक्सेप्शन आएगा, जो भी एरर आएगा वही वाला एरर ई बन जाएगा। यही बोल रहा है यहाँ पे, कैच करो एरर, इससे जो एरर मिला उसे कैच करो। हम लोग ने कैच करके ई में स्टोर कर लिया, फिर उसी ई को प्रिंट कर दिया। अब जरूरी नहीं आप ई को प्रिंट ही करें, आपकी मर्जी, आप जो करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये होता है ट्राई कैच। अब ये भी देख लिया, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम लोग ट्राई ऑन भी देखेंगे और कैच भी देखेंगे। ट्राई ऑन कॉच कैच, ट्राई ऑन कैच ब्लॉक, अब ये तीनों देखते हैं। तो वर्ड लिखता हूँ, मेन लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि वही वाला मैं लाता हूँ ट्राई, और यहाँ पे इसको ऐसे कर दूंगा, और यहाँ पे 10 नहीं, ये 0। ठीक है, तो ये ट्राई है। अब मैं क्या कर दूँ, अब यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लिख दूंगा मैं ऑन
जो इंटीजर वाला वो था, ठीक है। ये आने पे क्या कर दो, और मैं क्या करूंगा कि इसको यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, पहले कैच करो ई, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि प्रिंट एरर, जो सेम हम लोगों ने वहां पे करा था, ये डाल दिया मैंने। और यहाँ पे इवन तो एक एक टॉपिक इसमें और है, कौन सा है वो, फाइनली। अब फाइनली बताता हूँ क्या, तो यहाँ पे ट्राई का है और यहाँ पे फाइनली भी ऐड कर देता हूँ। इसमें हम लोग फाइनली भी देखेंगे फाइनली क्या होता है। तो सीधे नोट्स में चलते हैं, पहले नीचे आता हूँ। ट्राई ऑन इंटीजर डिवीजन, ये क्या है, द गिवन एक्सेप्शन स्टोर्स इन ई। तो यहाँ पे ऑन में जो भी एक्सेप्शन मैं डालूंगा वो ई में स्टोर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ दूसरा एक्सेप्शन डाल दूँ, कोई दूसरा सा एरर डाल दूँ, तब यहाँ पे ई में वो वाला स्टोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसमें एरर आएगा वो वाला यहाँ पे नहीं स्टोर होगा, यहाँ पे वो वाला एरर स्टोर होगा जो मैंने ऑन के बाद लिखे हैं, ये वाला एरर क्या होगा, ई में स्टोर हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे इसे प्रिंट कर रहा हूँ, वही मैंने बताया। तो ये तो वही है सब। अब फाइनली देखते हैं कि फाइनली क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ फाइनली, फाइनली मतलब क्या हुआ, होता है आखिरकार। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, प्रिंट, और यहाँ पे लिख दूंगा आई ऑलवेज एग्जीक्यूट। तो इससे आपको समझ में हो सकता है आ गया होगा। तो फाइनली क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कोड्स ऑफ फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट्स नो मैटर एक्सेप्शन अकर्ड और नॉट। तो हम लोग ने अगर फाइनली यहाँ पे ब्लॉक ऐसे लगाया है, तो इसके अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे एरर आए इसमें चाहे ना आए। जैसे यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एरर आ रहा था। अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पे एरर एरो करके यहाँ पे एरर का नाम प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे आई ऑलवेज एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फाइनली ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होता है चाहे एरर हो चाहे ना हो। तो यहाँ पे एरर है भी तब भी ये प्रिंट होगा। तो आपको यहाँ पे एरर ऐसे शो के मिला ये, और आई ऑलवेज एग्जीक्यूट ये भी प्रिंट हो गया, मिल गया। अब मैं क्या करूँ, इसको 10 कर दूँ। अगर 10 कर दूंगा तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा। अब क्या होगा, तो अब मैं अगर इसे रन करूँ ऐसे, तब आपने देखा 1J ये वाला जो था वो एग्जीक्यूट हुआ, और यहाँ पे अब भी आई ऑलवेज एग्जीक्यूट आ रहा है, क्योंकि लिए एरर आए चाहे ना आए हमारा फाइनली ब्लॉक वाला कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो यही होता है ट्राई ऑन कैच। अब फाइनली भी इसी में एक एक्स्ट्रा टॉपिक था तो वो भी हो गया। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग इसी के साथ हो गया। एकदम छोटा सा चैप्टर था, इजी भी था, ठीक है, और बट बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल था, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आप ये याद रखिए, इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी फिनिश होता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। अब हम चैप्टर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका पीडीएफ मैं अपने ब्राउजर में ओपन करूंगा, और इसको मैं क्या करूंगा, वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ, वीएस कोड में। सो ये चैप्टर क्या है, इस चैप्टर का नाम है इंपोर्ट्स। अब मैंने आपको बताया था कि इंपोर्ट क्या होता है। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, डार्ट आईओ वाली जो फाइल थी इनपुट गेट करने के लिए यूजर से, हम लोग ने उसको क्या करा था, इंपोर्ट करा था। यहाँ पे मैंने लिखा व्हेन समथिंग या समथिंग्स इज नॉट प्रेजेंट इन आवर डार्ट फाइल देन वी कैन इंपोर्ट इट एंड यूज इट इन अ क्लास। तो जब हमारे कोड में, हमारे प्रोग्राम में क्या है, या लेट्स से कोई सी डार्ट फाइल है, उसमें कुछ चीजें नहीं है, कोई चीज नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करना चाहते हैं, उसे कहीं से लाना चाहते हैं और उसका यूज करना चाहते हैं, तब हम लोग इंपोर्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने डाटा आईओ वाली क्या करा था, उससे भी तो इंपोर्ट करा था, फिर अपने प्रोग्राम में यूज करा था। तो वही हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जैसे कि हमारे पास दो डाट की फाइल है, एक डाट के फाइल में कुछ नहीं है, सिर्फ void main फंक्शन है, दूसरी डाट फाइल में एक क्लास है जिसके अंदर कुछ मेंबर्स हैं। अब हम लोग पहली वाली डाट फाइल में दूसरे डाट फाइल की क्लास लाना चाहते हैं और उसे यूज करना चाहते हैं। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, हम लोग जो क्लास है उसे ला सकते हैं, जो उसके जैसे कि उसमें वेरिएबल्स हैं, फंक्शंस हैं, उन सबको भी हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपोर्ट का कमाल होता है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखते हैं क्या है, importing class of another dart file present in same directory by importing dart file। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक क्लास को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, दो फाइल बनाता हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे file1 डॉट डार्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं file2 डॉट डार्ट करूंगा। तो यहाँ पे file2 डॉट डार्ट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे void main फंक्शन कर देता हूँ, वहाँ पे भी ऐसे ऐसे कर देता हूँ void main फंक्शन, ये हर बार 9 बन जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा साइज ऐसे इंक्रीज करता हूँ इसका, और मैं क्या करूंगा दूसरे वाले पे जाता हूँ, यहाँ पे भी एक void main फंक्शन बना देता हूँ, void main फंक्शन। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक क्लास बना दूंगा, यहाँ पे एक क्लास बना देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे कोई सी भी क्लास बना दी, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लास, और यहाँ पे लिख दिया कि CL। और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, कोई सा मेंबर बना देता हूँ। तो यहाँ पे CL के बाद ऐसे पैरेंथेसिस नहीं लगाने, यहाँ पे मैं कुछ जैसे मैंने एक फंक्शन बना दिया। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ जैसे कि void PRI का। ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट कर देगा, प्रिंट को प्रिंट कर देगा, प्रिंट को, ठीक है।
यहाँ पे मैंने क्या करा है, दो फाइल्स बनाई, एक फाइल ये है, एक फाइल ये है। यहाँ वाले फाइल में सिर्फ void main फंक्शन है, बट यहाँ वाली फाइल में क्या है, एक क्लास है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे ऐसे पेस्ट ना करूँ, मैं चाहता हूँ मैं डायरेक्टली इस वाले क्लास को यूज करूँ। इस क्लास के अंदर जो भी है मैं उन सबको डायरेक्टली यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, बिना उसे पूरा उठा के यहाँ पे पेस्ट करने के बजाय। तो वो कैसे कर सकते हैं, तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली ये वाली क्लास हम लोग इस वाले फाइल में क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यही कमाल होता है इंपोर्ट का। तो यहाँ पे मैंने एक चीज और लिखी है, यहाँ पे मैंने लिखा इंपोर्टिंग क्लास ऑफ अनदर डॉट फाइल प्रेजेंट इन सेम डायरेक्टरी। तो सेम डायरेक्टरी मीन्स क्या हुआ, ये इसी फोल्डर के अंदर होना चाहिए, जैसे ये दोनों फाइल है ये एक ही फोल्डर के अंदर होना चाहिए, सेम डायरेक्टरी में। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि यहाँ पे एक कोड में मैंने लिखा है कि इम्पोर्ट डेटा, डेटा डॉट डार्ट, ये क्या है, इम्पोर्टेड डेटा डार्ट फाइल। यहाँ पे मिलेगा बोथ फाइल्स शुड बी इन सेम डायरेक्टरी इन विच करंट फाइल कैन इम्पोर्ट मल्टीपल क्लासेस। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो डार्ट का जो हमारा ये जो डेटा है, ये जो फाइल टू है, मुझे वो इम्पोर्ट करना है। फाइल टू की इम्पोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये जो CL है ये वाली क्लास है, तो मैं उसे इंपोर्ट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे डेटा लिखा है, यहाँ पे डेटा है, ये जो डेटा है डेटा फाइल, फाइल का नाम है, तो मैं इसे क्या करता हूँ डेटा कर देता हूँ, ताकि कोड और नोट्स दोनों मैच करे, ताकि बेटर हो आपके लिए। तो यहाँ पे मैं डेटा लिख देता हूँ, डेटा डॉट डॉट, ओके। और यहाँ पे मैं डेटा कर देता हूँ इसे डेटा, और यहाँ पे 1001 कर देता हूँ, ये CL क्लास है। यहाँ पे DCL कर देता हूँ, DCL, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है इम्पोर्ट फिर डेटा डॉट डार्ट। अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे ऐसे लिख दूँ इम्पोर्ट, फिर मैंने क्या लिखा, ऐसे लगाना है। देन अब मैं अगर ऐसे कर दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेटा डॉट क्या है, डेटा डॉट डाट, ये फाइल ही का तो नाम है, डेटा डॉट डाट क्या इसकी एक्सटेंशन है, तो ये वही है। तो यहाँ पे मैंने डेटा डॉट डाट लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली फाइल हम लोग यहाँ पे ला चुके हैं। अब इस फाइल के अंदर जो कुछ भी था हम लोग उसको अपने कोड में यहाँ पे गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है इम्पोर्ट कोड डॉट डाट, ये क्या है, कोड भी एक क्या है, फाइल है। तो यहाँ पे मैंने बस यही बताया कि आप मल्टीपल फाइल्स को भी एग्जिट यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं बना ही लूँ कोड डॉट डार्ट, ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको ही कॉपी करके सीधे पेस्ट कर देता हूँ ऊपर ऐसे, और यहाँ पे void main, और इसको थोड़ी ऐसे कर देता हूँ, ओके। डार्ट वाला पहले, कोड वाला बाद में। तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि यहाँ पे सेम ऐसा ही कर दिया। अब यहाँ पे CCL कर देता हूँ, और यहाँ पे इसे 1001 कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो कोड वाला है इसे भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। हम लोग मल्टीपल क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स को भी एग्जीक्यूट कर, आई मीन इंपोर्ट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैंने इसे भी इंपोर्ट कर लिया, इसे भी इंपोर्ट कर लिया इस वाले फाइल में। तो यहाँ पे मैंने वही बता रखा है सब कुछ। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है क्लास इन डेटा फाइल। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो void main फंक्शन है, ये वाला void main फंक्शन, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस वाले क्लास का। इस वाले क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे इस वाले फाइल में। तो वो कैसे होगा, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैं वेर डेटा लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली ऐसे कर दूंगा, ओके। यहाँ पे मैंने क्या करा, सिंपली ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, तो अगर यहाँ पे जाएंगे तो फंक्शन डेटा इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे बोला जो फंक्शन है वो डेटा नहीं डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले एज इम्पोर्टेड डेटा, यहाँ पे डॉट फाइल इन विच डेटा क्लास इज प्रेजेंट, सो नाउ वी कैन यूज इट हेयर। तो हम लोग ने क्या कर लिया कि इंपोर्ट कर लिया है, ये जो डेटा डॉट डार्ट था इस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लिया है। तब हम लोग ये जो डेटा वाली क्लास है इसका ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या नाम था इसका, DCL, बट मैं वहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, डेटा डाल रहा हूँ, इस वजह से एरर आ रहा। तो यहाँ पे DCL कर दूँ, तो आप देख सकते हैं अब इसका ऑब्जेक्ट, इस वाले क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन गया है, यहाँ पे। अब ऐसा नहीं है अगर मैं यहाँ पे DCL में कुछ चेंजमेंट करूँ तो इस वाले फाइल में भी हो जाएगा, नहीं। हम लोग सिर्फ इसका यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसे चेंज नहीं कर रहे हैं, बट उसे हम लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने उसे इम्पोर्ट करा है। तो यहाँ पे मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके ऑब्जेक्ट से ये जो डेटा है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर कौन सा फंक्शन था, इसके अंदर कौन सा फंक्शन था, डेटा फंक्शन। तो इसको मैं शो कर देता हूँ, शो डेटा, और इसको मैं डेटा ये कर देता हूँ डेटा। तो यहाँ पे मैं आके इसे डेटा कर दूंगा, डेटा। और ये जो डेटा था हमारा डेटा डॉट शो डेटा फंक्शन था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिल गया वो। अगर मैं इसे रन करूँ
तो रन करूंगा तो क्या हमें इसका जो आउटपुट मिल रहा था हमें 1001 जो था, क्या हमें यहाँ पे मिलेगा? तो देखते हैं यहाँ पे मिलता है कि नहीं। ओके, तो जब मैंने इसे रन करा तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, जो हमारा यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था 1001। ओके, तो यहाँ पे एरर, एरर मेथड नॉट फाउंड डेटा। तो यहाँ पे डेटा मैंने करा है और यहाँ पे डेटा, तो इसमें प्रोबेबली कुछ गड़बड़ आ गई। मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम, डेटा डॉट शीट डेटा। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने इसको लेस से मैंने ऐसे कर दिया और यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अब अगर मैं इसे रन करूँ तो हो सकता है पहली बार में कुछ इशू आया है, मैं फिर से देखता हूँ क्या इशू है। तो अभी ये यही आ रहा, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एरर मेथड नॉट फाउंड। तो DAT, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, क्या करता हूँ मैं कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ न्यू डेटा, न्यू डेटा, इसको ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पे भी डेटा कर देता हूँ। अब अगर मैं इसे रन करूँ तो इसे मैं सेव कर देता हूँ। ओके, अब मैं बताता हूँ, इसको मैं ऐसे हटाता हूँ। मैंने क्या करा था, यहाँ पे आके इसे सेव नहीं करा था। जब मैंने इसका नेम चेंज करा था तब प्रोबेबली मैंने इसे सेव नहीं करा था। तो इसे रन करता हूँ फिर से। तो जब हम हमने अब रन करा तब ये 1000 बना गया। अभी एरर क्यों आ रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे नेम तो चेंज कर दिया था बट मैंने फाइल को सेव नहीं करी थी। जैसे मैंने ए यहाँ पे ऐसे क्लिक करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम लोग ने कुछ चेंजमेंट करी बस, तो उसे सेव नहीं करा है। ठीक है, तो इसी की वजह से यहाँ पे 1 आ रहा है। तो अगर मैं इसको अब कंट्रोल+S दबा दूं तो आप देख सकते हैं 1 चला गया, मीन्स ये वाली फाइल अब सेव हो चुकी है। तो इसको मैं अब सेव कर देता हूँ। तो अब ये ठीक हो गया, इसी वजह से एरर आ रहा था। तो यहाँ पे डेटा क्लास का, इस वाले क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया और शो डेटा वाला फंक्शन मैंने इस वाले फाइल में कॉल कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग इम्पोर्ट की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये वाली फाइल को इम्पोर्ट कर ली थी। ठीक है, ऐसे हम लोग कोड के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे वायर कोड इज इक्वल टू कोड कर देता हूँ और इसका जो इसका क्लास क्या था, इसका क्लास कोड नहीं था, तो मैं इसे कोड कर देता हूँ और यहाँ पे शो कोड कर देता हूँ और यहाँ पे आके अब ये ठीक हो जाएगा और कोड डॉट शो कोड। अब मैं इसे रन करूं तब क्या होगा, तब ये वाला जो कोड था हमारा 10001, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो हम लोग ने देखा यहाँ पे दोनों क्लासेस को, दोनों फाइल्स को इंपोर्ट कर ली, फिर उसके क्लासेस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया और उसके क्लासेस के जो मेंबर्स थे उसको हम लोग ने, उसके क्लासेस के जो हमारे मेथड्स थे उसे हम लोग ने यहाँ पे कॉल करा। तो आप देख सकते हैं ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो यही होता है इंपोर्ट, हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे इसके साथ हम काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अभी हम लोगों ने क्या करा, फाइल को इंपोर्ट करी। अब देखते हैं यहाँ पे इंपोर्टिंग फाइल प्रेजेंट इन डिफरेंट डायरेक्टरी। अभी क्या था, ये एक डायरेक्टरी है, चैप्टर 13 इसका नाम है, इसके अंदर क्या है, ये तीन फाइल्स हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसी सेम डायरेक्टरी में हम लोग इन फाइल को क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। अब मैं क्या करूँ, दूसरी डायरेक्टरी बना दूँ, मीन्स दूसरा फोल्डर। तो यहाँ पे फोल्डर वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ और लेट्स से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है कि इसको मैं कर देता हूँ इम्पोर्टिंग फाइल। यहाँ पे इम्पोर्टिंग फाइल क्या है, फोल्डर का नाम। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक बना दूंगा और लेट्स से इसके अंदर मैंने डेटा डॉट डार्ट, ठीक है, डेटा डॉट डार्ट मैंने बना दिया और यहाँ पे ऐसे कर दिया। तो ये जो डेटा डार्ट है ये वाला फाइल इंपोर्टिंग फाइल जो फोल्डर है इसके अंदर है। तो अगर मैं क्या करूँ, सीधे अगर मैं अपने ओपन करूँ इसको और यहाँ पे आऊँ डार्ट वाले कोर्स में और यहाँ पे मैं चैप्टर 13 में आऊँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा पहले से था बट इंपोर्टिंग फाइल यहाँ पे एक फोल्डर आ गई है, यहाँ पे एक हमारा क्या पड़ा है, ये वाला फाइल। तो वही बेसिकली यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने फोल्डर बनाया, उसके अंदर एक डार्ट फाइल बनाई। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर ये जो डेटा था सेम इसको पूरा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ऐसे, और यहाँ पे लिख देता हूँ इन अनदर डायरेक्टरी ऐसे कर देता हूँ। ओके, अब ये जो है, ये वाला जो डेटा फाइल है, ये वाला जो डेटा है, ये क्या है, ये दूसरे फोल्डर में है, ये इंपोर्टिंग फाइल वाले में है। तो इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, डेटा 2 कर देता हूँ इसे और यहाँ पे इसको भी डेटा 2 कर देता हूँ, शो डेटा 2 इसे भी कर देता हूँ। बस ठीक है, सेव कर दिया इसे। यहाँ पे मैंने क्या करा, डेटा 2 एक फाइल बनाई जो कि दूसरे डायरेक्टरी में बना दी। तो फाइल 1 अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ये डेटा 2 जो वाला है यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहता हूँ। बट हम लोग ये जो फाइल 1 है ये दूसरे डायरेक्टरी में, मीन्स दूसरे फोल्डर में है, और ये जो डेटा 2 है ये दूसरे फोल्डर में है। डेटा 2 इंपोर्टिंग फाइल वाले फोल्डर में और फाइल 1 चैप्टर 13 वाले फोल्डर में। तो दोनों अलग अलग डायरेक्टरी हैं। तो हम लोग दूसरी डायरेक्टरी से कैसे फाइल हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने नोट्स में लिख रखा है कि वो कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे
यहाँ पे आता हूँ नीचे, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा इम्पोर्ट। अब क्या करूंगा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले आ गया इम्पोर्टिंग फाइल। तो जो भी फोल्डर का नाम है जहाँ से आप इम्पोर्ट करना चाहते हैं, फोल्डर का नाम क्या था, इम्पोर्टिंग फाइल। आपको फोल्डर का नाम लिख देना है इसे, फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाना है और उसके अंदर उस फोल्डर के अंदर जो सी फाइल आप इम्पोर्ट करना चाहते हैं वो लिख देना। तो यहाँ पे डेटा टू नाम की थी फाइल, उसे मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इम्पोर्टिंग फाइल की डेटा टू डाट फाइल को यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, उसे इम्पोर्ट कर लिया। तो अब मैं यहाँ पे where data इज इक्वल टू डेटा टू नाम का बना सकता हूँ ऑब्जेक्ट और इसे डेटा टू कर देता हूँ। और यहाँ पे डेटा टू का जो शो डेटा टू था उसे अब मैं कॉल कर सकता हूँ। तो अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तब क्या होगा कि ये जो डेटा टू था ये वाली डायरेक्टरी में जो था अब ये वाला रन होगा। तो यहाँ पे आता हूँ मैं। तो हम लोग ने ये भी देख लिया कि दूसरे डायरेक्टरी से हम लोग फाइल को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके हम लोग ने क्लासेस को कैसे यहाँ पे यूज करा। तो आपने देखा यहाँ पे 1001 इन अनदर डायरेक्टरी आ गया। ओके, तो ये भी हमारा ऐसे ही वर्क करता है। सब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है नेम कन्फ्लिक्ट, ये देखते हैं ये क्या होता है, नेम कन्फ्लिक्ट ये क्या होता है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि एक नई डायरेक्टरी बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं नेम कन्फ्लिक्ट कर देता हूँ, नेम कन्फ्लिक्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैसअप हो चुका है अच्छा खासा। इसके अंदर क्या करता हूँ, दो फाइल बनाता हूँ, एक फाइल वन डॉट डॉट और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ एक दूसरी फाइल बनाऊंगा फाइल टू डॉट डॉट ऐसे। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ एक फाइल और बनाता हूँ जिसका नाम मैं लिख देता हूँ जैसे फाइल फाइल डॉट डॉट सिर्फ। ओके, और मैं क्या करूँगा कि जो हमारे काम के नहीं उसे हटा देता हूँ मैं, इन सबको काट देता हूँ फॉर नाउ। और मैं सिर्फ इसको ओपन करूँगा और इसको ओपन करूँगा और इसको ओपन करूँगा। तो इन तीनों फाइल को मैं ओपन करता हूँ और इसको। ओके, इन तीनों फाइल के साथ काम करेंगे। तो नेम कन्फ्लिक्ट ये क्या होता है, तो मैं क्या करता हूँ ये वाला जो फाइल है फाइल वन में एक फंक्शन बनाता हूँ फंक नाम का। अब यहाँ पे वाइड मेन फंक्शन नहीं बनाया तो उससे कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ फंक इन फाइल वन डॉट डॉट ऐसे कर देता हूँ। सेम चीज यहाँ पे कॉपी करके इस फाइल टू में आता हूँ, फाइल टू में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे फंक इन फाइल टू डॉट डॉट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेन बनाने की जरूरत नहीं, हम लोग सीधे क्या करेंगे, हमें इस फंक्शन को सीधे यूज करना है। तो मैं सीधे इसको ले आऊंगा, मुझे वाइड मेन और क्लास इन सब की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे क्लास नहीं बनाया, मैंने यहाँ पे फाइल बनाया। तो हम लोग डायरेक्ट फाइल भी गेट कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप सिर्फ क्लास गेट कर सकते हैं। आपने अगर डायरेक्ट फाइल बनाई, आई मीन आपने अगर डायरेक्ट फंक्शन बनाया तो आप फंक्शन को भी डायरेक्टली ऐसे गेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दो फंक्शन बना दिए सेम नाम से फंक्शन बना दिए। अब मैं क्या करूंगा कि इन दोनों को इंपोर्ट करूंगा इस फाइल में। तो यहाँ पे एक वाइड मेन फंक्शन ऐसे कर देता हूँ और ऊपर आता हूँ। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ सबसे पहले किसको, फाइल वन डॉट डॉट को और फिर फाइल टू डॉट डॉट को। तो यहाँ पे ये दोनों फंक्शन हम लोगों ने क्या कर लिए, आई मीन दोनों फाइल को इंपोर्ट कर लिए। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो फंक फंक्शन था उसे मैं कॉल करना चाहता हूँ, तो वो कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे सिर्फ ऐसे लिख देता हूँ तो ये कॉल हो जाएगा। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने क्लास ऑब्जेक्ट्स क्यों नहीं बनाए, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लास ही नहीं थे ना, इसके अंदर कोई क्लास है क्या, यहाँ पे कोई क्लास ही नहीं है तो हम लोगों ने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। यहाँ पे सिंपली इसके अंदर फंक्शन था तो हम लोग डायरेक्टली फंक्शन को ऐसे कॉल कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक एरर आ रहा है। तो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, एरर यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि क्या हो रहा है कि फाइल वन में भी फंक नाम का एक फंक्शन है और फाइल टू में भी फंक नाम का एक फंक्शन है। तो नेम कन्फ्लिक्ट हो गया, मीन दोनों नेम सेम हो गए। तो यहाँ पे इस वजह से एरर आ रहा है कि कौन सा फंक वाला फंक्शन यूज करें, फाइल वन का कि फाइल टू का। तो यहीं पे कंफ्यूज हो गया, इस वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है। तो इससे सॉल्व कैसे करें, मान लीजिए आपके पास दो फाइलें हैं उसके अंदर सेम नाम के फंक्शन होना जरूरी है बट आप उसे यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं, उसे यूज करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आएंगे, जैसे यहाँ पे मैं जो फाइल टू डॉट डॉट है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस एफ टू। अब मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ एफ टू डॉट फंक लिख देता हूँ। अब हमारा एरर चला गया। मैंने यहाँ पे क्या करा, अगर नोट्स में आऊँ यहाँ पे मैंने लिख दिया फंक फंक्शन इज इन बोथ फाइल वन एंड फाइल टू फाइल। और यहाँ पे मैंने लिख दिया नो f2 विल बी यूज फॉर फाइल टू फंक फंक्शन एंड above वन फॉर फाइल वन। अगर मैंने एज f2 कर दिया मीन्स इसका क्या हुआ, मतलब ये हो कि जो फाइल टू डॉट डॉट है अब मैं उसे f2 की तरह यूज करूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे f2 लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये समझ गया कि हम इस वाले फाइल की बात कर रहे हैं। फिर मैंने लिखा डॉट फंक फंक्शन, तो अब इससे समझ गया कि इस वाले फंक्शन का हम लोग ये वाले फंक्शन की बात कर रहे हैं। इस वजह से क्या हुआ, एरर चला गया। तब ये समझ गया कि हाँ अब
ये आ रहा तो F2 बन गया, तो अब यहाँ पे क्या बचा, फाइल 1 बचा, तो उसके लिए ही होगा ये। ठीक है, तो ये यहाँ पे समझ गया। अगर मैं इसे रन करूँ तब क्या होगा, फंक वाला जो था फाइल 1 के लिए इंपोर्ट हो जाएगा, ये जो फाइल डॉट डॉट है इसके लिए, और ये जो है इसके लिए कॉल हो जाएगा, फाइल 2 के लिए ये वाला जो था ये कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों फंक्शंस अलग अलग फाइल के लिए यहाँ पे कॉल हो चुके हैं। तो आपने देखा फाइल 1 इन फाइल 1 डॉट डॉट, आई मीन फंक इन फाइल 1 डॉट डॉट और फंक इन फाइल 2 डॉट, यहाँ पे ये दोनों हमारे कॉल हो गए हैं। तो यही होता है नेम कन्फ्लिक्ट, जो कि आपको समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इंपोर्टिंग पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज। अब हम लोग ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पर्टिकुलर प्रॉप डॉट डॉट, आई मीन डॉट नहीं, यहाँ पे एक फोल्डर होगा ये, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि फाइल्स बना लेता हूँ। तो यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे फाइल कौन सी बनाता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉप्स और डॉट डॉट नाम की क्या है, एक हमारी जो फाइल है वो है, ओके। और मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक फाइल नाम का फाइल बना लेता हूँ। तो फाइल डॉट डॉट नाम का एक फाइल बना लिया। और मैं क्या करूँगा कि इसको हटा देता हूँ और इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, बस इतना। हम लोग यहाँ पे दो फाइल है मेरे पास, ओके। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो हमारा जो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, हमें अगर क्या करना है उसे इंपोर्ट करना है, तो वो कैसे होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा बाई शो और एक लिखा बाई हाइड। तो यहाँ पे दो तरीके हैं। तो सबसे पहले बाई शो से देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इम्पोर्ट प्रॉप्स डॉट, मतलब ये वाली फाइल हमने इंपोर्ट कर ली। फिर शो ए और ग्रीड, ये क्या है ना, ओनली ए एंड ग्रीड प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉप्स फाइल इंपोर्टेड, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने अगर ऐसे कर दिया तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे जो प्रॉप्स वाला था, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लेस से मैंने वॉइड मेन ऐसे कर दिया। और क्या करा यहाँ पे, एक मैंने वेरिएबल ए नाम का बनाया और एक मैंने वेरिएबल बनाया जी नाम का। इसके अंदर मैं हे लिख देता हूँ। दो वेरिएबल यहाँ पे मैंने बना लिया, ओके, दो वेरिएबल यहाँ पे मैंने बना लिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इन दोनों को, सिर्फ इन दोनों को मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पे एक वॉइड मेन बना लेता हूँ मैं। और मैं क्या करूँगा, इवन तो ये जो जी था इसे मैं फंक्शन बना देता हूँ। और ये क्या होगा, ये हमारा होगा एक वेरिएबल और जी होगा एक फंक्शन। तो इसे ग्रीट कर देता हूँ, जो कि प्रिंट कर रहा होगा हेलो, हेलो कर देते इसे। तो ये दोनों प्रॉपर्टी है, तो ये क्या वेरिएबल, ये एक फंक्शन। इन दोनों को हमें यहाँ पे यूज करना। तो यहाँ पे वाइड मेन करके इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इम्पोर्ट, अब क्या इम्पोर्ट करना है, जो प्रॉप्स डॉट डॉट फाइल थी उसे। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ शो ए कॉमा ग्रीड, ऐसे कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ बी नाम का, वेर बी इज इक्वल टू 100, ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ पे ए है, बी है और एक ग्रीड फंक्शन है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि जो प्रॉप्स डॉट डॉट फाइल है उसमें मैंने बोला शो ए, देन कॉमा लगाया, देन ग्रीड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना ओनली ए, ये जो ए है, एंड ग्रीड प्रॉपर्टी एंड प्रॉप्स फाइल इंपोर्टेड ऑफ प्रॉप फाइल इंपोर्टेड। तो अगर मैंने शो ए करा और ग्रीड करा, जो जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे शो के बाद लिखी कॉमा लगा लगा के, सिर्फ वही वही इस वाले फाइल से इंपोर्ट होंगे और कुछ नहीं। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे ऐसे आऊँ, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ प्रिंट ए कर देता हूँ, ऐसे ए, और ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ग्रिड ऐसे लिखता हूँ और इसको ऐसे कर देता हूँ। और इवन तो इसको मैं वॉइड मेन फंक्शन से हटा दूंगा, मैं ऐसे ग्लोबली मैं इसको डायरेक्टली लाऊंगा। तो इसको हटा देता हूँ ऐसे, और इसको ऐसे कर देता हूँ सब, और इसको ऐसे कर देता हूँ। तो वॉइड मेन फंक्शन में था, मैं इसे डायरेक्टली गेट करना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने इसको हटा दिया। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे अब एरर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट ए कर दिया और क्या करा, ग्रिड वाले फंक्शन को कॉल कर दिया। अब अगर मैं इसे क्या करूँ, रन करूँ इसको, इस कोड को अगर मैं रन करता हूँ, रन कोड, ओके। अब क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे कुछ एरर आ गया है, डेटा लोड स्क्रिप्ट फ्रॉम कर्नल, द बाइनरी प्रोग्राम डज नॉट कंटेन मेन डॉट, ये क्या है। तो मैं अगर इसे फिर से रन करता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, ओके। तो और कुछ था एनीवेज। तो यहाँ पे 10 आया और हेलो आया, ए क्या था, ए था क्या 10, ग्रीड फंक्शन को कॉल करा तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया था। अब अगर मैं बी को प्रिंट करूँ, तो यहाँ पे आके मैं प्रिंट करता हूँ बी को, ऐसे करा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रहा, मैंने यानी फाइल जो थी उसे इंपोर्ट करा था, बट बी जो था वो इंपोर्ट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि मैंने बोला शो ए
और ग्रीट मीन्स क्या हुआ, मैंने सिर्फ ए को और ग्रीट को, सिर्फ ए और ग्रीट को इंपोर्ट करा है इस वाले फाइल से इसमें, और किसी को नहीं। तो उसमें बी भी था, तो बी यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसे इंपोर्ट नहीं करा, इस वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, तो ये ऐसे होता है, ये शो से था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं शो से था ये। अब देखते हैं हाइड से क्या होता है। तो शो तो देख लिया, अब हाइड से देखते हैं। तो अगर मैं ऐसे कर दूं, ओके, और ये कमेंट आउट ऐसे होगा, और मैं ऊपर आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं कर दूं इंपोर्ट, और जो प्रॉप्स था, प्रॉप्स डॉट, यहाँ पे लिख दूं हाइड ए और ग्रिड, ग्रिड ऐसे, और इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ फॉर नाउ। तो यहाँ पे मैंने अभी तक मैं शो यूज कर रहा था, बट मैं हाइड यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, तो जब हम लोग हाइड कर रहे थे, इसका मतलब क्या हो गया कि हाइड के बाद जो भी प्रॉपर्टीज लिखी हैं उसके अलावा बाकी सब हमारा इंपोर्ट कर लो। इसका मतलब ये हुआ, सो मतलब क्या था, सो मतलब ये हुआ कि इसके और इसको इंपोर्ट कर लो, बाकी इसके अलावा जो है उसे मत इंपोर्ट करो। हाइड मतलब क्या हुआ, इसको और इसको हाइड कर दो, मीन्स इसको और इसको हटा दो, और उसके अलावा जो कुछ है उसे इंपोर्ट कर लो। तो ए और ग्रिड को तो मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया, ए और ग्रिड को हटा दिया, तो बचा क्या, बी। तो अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ बी को यूज कर सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसे भी कमेंट आउट कर देता हूँ। आप कमेंट आउट हटा के कर लीजिएगा रन। अब मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करूँ बी, तब यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा बी, क्योंकि प्रिंट ये जो बी था सिर्फ वो इंपोर्ट हो रहा है, ए और ग्रेड इंपोर्ट नहीं हो रहा है, इस वजह से एरर आ रहा था। तो बी में क्या था, बी में था 100, तो हमें 100 प्रिंट होके मिल गया। ओके, तो ये भी हो गया हमारा, और हमारा इसी के साथ ये वाला चैप्टर जो था वो भी फिनिश होता है। इंपोर्ट के बारे में एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ज़रूरी है ये। ओके, तो वही भी मैंने यहाँ पे बता दिया। तो आई होप आपको ये भी चैप्टर समझ में आ गया होगा, एंड लेट्स मूव ऑन टू अवर लास्ट चैप्टर। सो अब हम लोग इस पूरे कोर्स का लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 14, इसे हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो अब तक हम लोगों ने क्या करा, एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग ने बेसिकली खत्म कर दिया है। जो जो भी चीज़ें हमें मुझे बतानी थी आपको, उसके टॉपिक्स डार्ट के, वो सारे के सारे टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। तो चैप्टर 14 क्या है, तो बेसिकली चैप्टर 14 क्या है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है जो कि आपको आना चाहिए। इस चैप्टर में बेसिकली कुछ अलग सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हो सकता है आप कुछ ऐसा काम करें जिसमें ये सारी चीज़ें काम आ सकती हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि हम लोग इसमें क्या करेंगे, अच्छी चीज़ें सीखेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है मोर इन डार्ट, मीन्स डार्ट में हम लोग कुछ और चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला रैंडम क्लास। तो रैंडम क्लास के लिए मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है, और इसे मैंने इस वाले फोल्डर को अपने VS कोड में भी ओपन कर दिया है। तो इसे मैं रन कर देता हूँ, चलते हैं नोट्स में और देखते हैं कि रैंडम क्लास क्या होता है। तो क्लास ऑब्जेक्ट हम लोग जस्ट देख के आए क्या होता है। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, डार्ट में हमको एक रैंडम क्लास मिलती है। ये रैंडम क्लास क्या होता है, रैंडम क्लास क्रिएट्स नहीं होगा, ये क्रिएट्स होगा। रैंडम क्लास क्रिएट्स अ रैंडम नंबर जनरेटर। रैंडम क्लास हमें क्या कर देता है कि हमें रैंडम नंबर जनरेटर प्रोवाइड कर देता है। रैंडम नंबर जनरेट मीन्स, लेट्स से मैंने एक रैंडम नंबर जनरेट करा, उसे एक वेरिएबल में मैंने स्टोर कर लिया। ओके, अब जब मैं उस वेरिएबल को प्रिंट करूंगा तो हमारा क्या होगा, कोई सा रैंडम नंबर प्रिंट होगा, कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं प्रिंट होगा कि बार बार 5 प्रिंट होगा जब मैं उसे प्रिंट करूंगा, नहीं। क्या होगा, जैसे एक बार 4, एक बार 10, एक बार 15, एक बार 100। तो ये सारे क्या, ये सारे रैंडम नंबर्स हैं, कोई फिक्स्ड नंबर्स नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, रैंडम नंबर कैसे जनरेट कर सकते हैं वही देखने वाले हैं। तो हम लोग ये डार्ट क्लास से करेंगे। तो देखते हैं हम लोग कैसे होगा ये। ओके, तो यहाँ पर रैंडम क्लास जो होती है उसे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा एक लाइब्रेरी जो कि होगी क्या, डार्ट डॉट मैथ। ओके, डार्ट डॉट नहीं, यहाँ पे ऐसे होगा, एक कोलन होगा ऐसे। ओके, तो यहाँ पे डार्ट और कोलन मैथ, मैंने एक लाइब्रेरी यहाँ पे क्या करा, इंपोर्ट करा है, और इसी के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पे मैथ वाली लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब बनाऊंगा मैं रैंडम क्लास का एक ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे रैन कर देता हूँ उसे, और रैंडम ऐसे लिख देना, और इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हम लोग रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, प्रिंट रैन डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे लिख दूँ इंट, और यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया 10। ओके, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा नेक्स्ट इंट और रैन डॉट, और मैंने यहाँ पे इसके अंदर ये डाल दिया। तो यहाँ पे एक एरर मैं देखता हूँ क्यों। ओके, ये ब्रैकेट नहीं लगेगा, ऐसे होगा ये। ओके, अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो क्या होगा, अब मैं इसे रन करता हूँ तो थोड़ा सा नीचे आता हूँ,
और मैंने नोट्स में भी ये लिख दिया है। तो जब मैं इसे प्रिंट करूंगा मैं ऐसे लिखूंगा कि रैंडम रैंड डॉट नेक्स्ट इंड। तो ये नेक्स्ट इंड क्या है, एक फंक्शन है। रैंड क्या है, ये वाला क्लास का ऑब्जेक्ट। सो रैंडम क्लास में नेक्स्ट इट एक फंक्शन, नेक्स्ट इंड एक फंक्शन है। जैसे हम लोग क्लास बनाते थे उसके अंदर फंक्शन बनाते थे, सेम चीजें यहाँ पे भी वर्क करती हैं। एक हमारा रैंडम क्लास है, उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैंने इस रैंडम क्लास का एक फंक्शन कॉल कर दिया जो कि है नेक्स्ट इंड। ये फंक्शन क्या करता है, मैंने यहाँ पे लिखा है रिटर्न रैंडम नंबर फ्रॉम 0 to 9। अगर आपने यहाँ पे ऐसे 10 लिख दिया तो क्या होगा कि रैंडम नंबर हमारा रिटर्न कर जाएगा 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक, 10 तक नहीं। मैंने यहाँ पे 10 डाला है तो एक कम होगा। अगर यहाँ पे 11 डाल दूं तब क्या होगा, तब ओके ऐसे होगा, तब क्या होगा 0 से 10 तक आएगा। तो नेक्स्ट इंट क्या कर देता है हमें 10 इंटीजर इसके अकॉर्डिंग। जैसे मैंने यहाँ पे 11 लिखा, सो 0 से लेके 10 तक हमें एक इंटीजर हमें ये रिटर्न कर देता है। अच्छा अगर मैं इसे रन करूं तो यहाँ पे पहली बार मैंने रन करा था तो क्या आया था 3। अब जब मैंने रन करा तब क्या आया ये 1। फिर से इसे रन करता हूँ मैं। अगर फिर से रन करूंगा तो क्या होगा, तो मैंने फिर से इसको रन करा तब आया 9। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट इन फंक्शन है हमारा ये क्या कर रहा है, हमें एक रैंडम नंबर प्रोवाइड कर रहा है। तो जब हम नेक्स्ट इन का यूज कर रहे हैं तो ये 0 से लेके 10 के बीच में कोई सा नंबर एक बार दे रहा है। फिर जब हम इसे रन कर रहे हैं फिर से कोई सा रैंडम नंबर अपने आप चूज हो रहा है 0 से 10 तक। फिर से रन कर रहे हैं तो फिर से अपने आप रैंडम नंबर चूज हो रहा है। तो बार बार बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, रैंडम नंबर चूज हो रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है, बार बार वैल्यूज हमें दूसरी दूसरी दिखाई दे रही है क्योंकि ये रैंडम नंबर्स हमें रिटर्न कर रहा है। तो आप आपने देखा यहाँ पे क्या आया 4। अब उसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, ऐसे नीचे आता हूँ, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं ऐसे प्रिंट रैंड डॉट और नेक्स्ट अगर बूल कर दूं इसे मैं ऐसे कर देता हूँ। अब इसे रन करूँ मैं, अब ये क्या है नेक्स्ट बूल क्या होता है आपको पता है, ट्रू फॉल्स। इंट क्या होता है, इंट कोई सा इंटीजर। तो आपने देखा यहाँ पे ट्रू आया। अब फिर से रन करूँ मैं, तो फिर से रन करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अब आया फॉल्स। फिर से रन करूँ तब क्या आएगा, तब हो सकता है ट्रू आए या फॉल्स आए। रैंडमली बेसिकली ट्रू या फॉल्स में कोई सा हमें रैंडम मिल जाएगा, या तो ट्रू मिल जाएगा या तो फॉल्स मिल जाएगा। ठीक है, सो ये ट्रू और फॉल्स ऐसे रिटर्न करता है। अब इसमें और होते हैं, अगर मैं ऐसे कर दूं रैंड डॉट और यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट कर दूं और यहाँ पे बूल है इंटर डबल है, अगर मैं डबल में ऐसे कर देता हूँ, अब इसे रन करूंगा मैं, तो इसको रन कर दिया मैंने। अब करा तब क्या होगा, इंट इंट दे रहा था, बूल बूल दिया था, डबल क्या देगा डबल। तो आपने देखा यहाँ पे हमें एक डबल मिल गया, मीन्स डेसिमल वाला। फिर से रन करूंगा तब हमें और कोई सी वैल्यू मिलेगी। देखा यहाँ पे आपने और कोई सी वैल्यू मिली। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर अगर ऐसे डाल दिया 11, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आ रहा है, टू मैनी पोजिशनल आर्गुमेंट 0 एक्सपेक्टेड बट फाउंड 1। तो यहाँ पे आपको इसके लिए कुछ और चीजें करनी पड़ती, तो फॉर और डबल में हटाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये दो मेन है वो मैंने बता दिए, इतना काफी है। अब आगे देखते हैं आगे मैंने क्या लिखा है। तो ये वाला पार्ट तो हो गया हमारा जनरेटिंग फिक्स्ड डिजिट नंबर। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे, एक हम लोग क्या कर रहे थे, इंटीजर हम लोग जनरेट कर रहे थे रैंडम 0 से लेके 10 तक। पर मैं चाहता हूँ 0 से लेके 10 तक ना हो, मैं चाहता हूँ 10 से 20 हो। तो क्या हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट आउट डाल देता हूँ मैं, जनरेटिंग जनरेटिंग फिक्स्ड डिजिट नंबर या नंबर्स। अब हम लोग फिक्स्ड डिजिट की नंबर्स को जनरेट करेंगे। जैसे यहाँ पे 11 डाला था तो 0 से स्टार्ट हो रहा था, बट मैं 0 से नहीं स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं लेस से कि 10 से करना चाहता हूँ, 20, 20 से 30। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक 3 डिजिट का नंबर जनरेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे 3 डिजिनम में ऐसे डाल देता हूँ। अब मैं रैन लिखूंगा जो ऑब्जेक्ट डॉट, फिर नेक्स्ट इंट और इसके अंदर मैं डाल दूंगा 2, फिर मैं कर दूंगा 100। ये क्या करा मैंने, इसके पीछे एक लॉजिक है। मैंने क्या करा था, पहले मैं सोच रहा था कि कैसे वर्क कर रहा है, फिर मैंने क्या करा कि इसको इतना लाइक एक सॉल्यूशन करके मैंने इसको सॉल्व करा। ठीक है, तो आप ये करके देख सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा इसके पीछे एल्गोरिदम क्या है, कि ये कैसे हो रहा, कैसे वर्क करता है। तो फॉर नाउ यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे जो मैंने 2 डाला है, 0 to 1 प्लस 100 3 डिजिट नंबर। तो अगर मैंने ऐसे करा है तो इतना क्या देता था, इतना क्या देता था, अगर मैं इतना कर दूं तो ये 0 से 1 तक होता। ओके, फिर मैंने उसमें 100 प्लस कर दिया, मीन्स क्या हुआ, अगर मैं इसे रन करूं तो क्या होगा, तो इसे मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे फॉल्स तक आया। अच्छा मैंने इसको प्रिंट नहीं करा, तो मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट 3 डिजिट नम। अब अगर मैं इसे रन करूँ तब क्या होगा, तो फॉर नाउ ऐसे करता हूँ, तो आपने देखा यहाँ पे क्या आया 101। फिर से रन करता हूँ इसे, अब क्या होगा, अब क्या आएगा, अब यहाँ पे फिर से 100 बनाया, फिर से रन करूँ तो क्या होगा, देखते हैं 101 आता है कि और कुछ आता है।
तो आपने देखा फिर से 100 बना रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 0 और 1 मिला है, और क्या हो रहा है 100 में प्लस कर देंगे आप 0 तो क्या होगा 100, 100 में अगर प्लस कर देंगे क्या यहाँ से अगर 1 मिला तब क्या होगा 101। तो यहाँ पे क्या हो रहा है वैल्यू नहीं चेंज हो रही है। तो अगर मैं 5 कर दूं अब क्या होगा, अब ये प्रोवाइड करेगा 0 से 4 उसमें 100 प्लस हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे 102 आ गया। फिर से रन करूँ तब आप हो सकता है और कोई सी दूसरी वैल्यू है। तो अगर मैंने इसको फिर से रन किया तो 102 आया। अगर फिर से रन करता हूँ इसे, ओके, तो आपने देखा 103 आया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, आपको अगर 3 डिजिट नंबर चाहिए तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे जैसे आपने 100 लिखा, फिर आपने क्या करा यहाँ पे 5 लिख दिया, तो क्या होगा इस वाले से 0 से लेके 4 तक नंबर जनरेट हो जाएगी, उसमें 100 प्रिंट हो जाएगा। अब ये फिक्स्ड डिजिट नंबर था, यहाँ पे फिक्स डिजिट नहीं था, आई मीन फिक्स्ड नंबर नहीं था, ये फिक्स डिजिट नंबर था। मीन्स कितने डिजिट का, ऊपर हमें क्या मिल रहे थे 2 डिजिट के, यहाँ पे 3 डिजिट के मिल रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे 1000 कर दिया तब क्या होगा, तब ये अब 4 डिजिट का बन जाएगा, क्योंकि 1000 ऑलरेडी है और यहाँ पे उतना ही प्लस हो जाएगा। तो आपने देखा 1004 आ गया। तो मैंने स्टार्टिंग में फिक्स्ड नंबर बोला था, ये फिक्स्ड डिजिट है, तो नंबर भी हम लोग आगे देखेंगे। तो फॉरन अगर हमें कोई पर्टिकुलर डिजिट की नंबर चाहिए 2 डिजिट 3 डिजिट, तो हम लोग इस वाले कोड से वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर नीचे आऊँ, जनरेटिंग नंबर्स इन रेंज, ये है फिक्स्ड नंबर्स रेंज के अकॉर्डिंग। जैसे मैं चाहता हूँ 10 से 20, 30 से 40, ये तो ये करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनरेटिंग लेट्स से नंबर्स इन रेंज, ओके। ये कैसे होगा, तो रेंज में से बेसिकली हमें क्या करना होता है, एक हमें चाहिए मैक्सिमम नंबर, एक मिनिमम। मिनिमम नंबर लेट्स से मैंने डाल दिया 10, मैक्सिमम 20। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं 10 से लेके 20, 10 और 20 के बीच में जो नंबर्स हैं वो चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ, यहाँ पे वेर लिख देता हूँ, मिनिमम में डाल देता हूँ 10, क्योंकि मुझे 10 से नंबर चाहिए कहाँ तक, मैक्स में मैं डाल देता हूँ 20, मुझे 10 से लेके 20 के बीच में नंबर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स बना लिए। अब वेर रेंज लिख के मैं अगर ऐसे करूँ, अब यहाँ पे लिख दूँ मिनिमम प्लस, और यहाँ पे रैन डॉट नेक्स्ट इंट, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा मैक्स माइनस मिनिमम। तो इसका भी एल्गोरिथम आप देख सकते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि पहले कोई सा नंबर मिला, फिर उसमें यहाँ पे हमें जो भी वैल्यू मिली उसमें प्लस हो रहा, तो ऐसी ही चीजें वर्क कर रही है। तो आप खुद से समझ सकते हैं, ठीक है, एक कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पे अगर आपको कोई सा रेंज में नंबर चाहिए तो आपको क्या करना है, जो भी मिनिमम नंबर है जहां से आपको नंबर स्टार्ट करना है, 10 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे वो लिख देना है, देन प्लस, फिर नेक्स्ट इन फंक्शन की यूज करके यहाँ पे मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम लिख देना है। तो जैसे आपको 10 से 20 तक चाहिए तो आप यहाँ पे 10 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, यहाँ पे 20 माइनस 10, बस इतना कर देंगे, आपको 10 से लेके 20 तक नंबर मिल जाएगा। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर दूँ रेंज को, ओके। अब अगर मैं इसे रन करूँ तब क्या होगा, तो अगर मैंने इसे रन करा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें क्या आउटपुट मिला 10। अगर मैं इसे रन करूँ फिर से, अब क्या मिलेगा, तो इसको मैंने फिर से रन करा, अब क्या मिला 11। अब मैं अगर फिर से रन करूँ इसे तब क्या मिलेगा, तो अब हमें क्या मिला 10। फिर से रन करूंगा तो क्या मिलेगा, कोई सा दूसरा रैंडम नंबर। अब देखा आपने यहाँ पे 17 मिला। सो 10 से लेके 20 के बीच में रैंडम नंबर से हमें दे देगा। अगर 20 से लेके 30 चाहिए तो यहाँ पे 20 कर दें, यहाँ पे 30। 100 से 1000 चाहिए तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 1000। ठीक है, तो वो ऐसे ही वर्क करता है, इजी। एनीवेज आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने बाय द वे सब एक्सप्लेन कर दिया है कि ये मिनिमम एडेड टू नंबर्स, गिवन नंबर ऑफ नंबर, बेसिकली यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नीचे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है टाइप कास्टिंग। ये टाइप कास्टिंग क्या होता है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि एक नई फाइल बनाता हूँ टाइप कास्टिंग की डॉट डॉट। अब देखते हैं कि ये टाइप कास्टिंग क्या होता है। वाइड मीन टाइप मीन्स क्या हुआ, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया उसका टाइप क्या है इंट। अगर मैंने क्या करा, एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाया उसके अंदर मैंने क्या करा, एक इंटीजर स्टोर कर दिया, तो हो गया टाइप। तो टाइप टाइप कास्टिंग क्या होता है ये देखते हैं। अब वैल्यू कैन बी टाइप कास्टेड इन डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू बाई टाइप कास्टिंग। हम लोग कोई वैल्यू को टाइप कास्ट कर सकते हैं किसी दूसरे टाइप में टाइप कास्टिंग की हेल्प से। जैसे मैंने एक इंटीजर बनाया तो मैं उसको टाइप कास्टिंग की हेल्प से उसे एक स्ट्रिंग बना सकता हूँ, स्ट्रिंग बनाया तो इंट बना सकता हूँ। तो ये होता है टाइप कास्टिंग। मीन्स जो वैल्यू है उसका टाइप कुछ और है बट उसके टाइप को मैं चेंज कर दूं, यही होता है टाइप कास्टिंग। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सारे टाइप के मैं क्या करता हूँ वैल्यूज बना लेता हूँ, वेरिएबल्स। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे 1 कर देता हूँ और वेर n2, इसको मैं n2 स्पेस में इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे n3 करके इसे ट्रू कर देता हूँ। ये कार नहीं वेर होगा यार। और यहाँ पे क्या कर दूंगा वेर n4 इज इक्वल्स टू 1.1, ये क्या है एक डबल। तो यहाँ पे चार टाइप के मैंने एक वेरिएबल्स बना लिए। अब मैं क्या करूंगा,
अब देखते हैं कि टाइप कास्ट हम लोग कैसे करते हैं। तो नीचे आऊँ अगर मैं, तो यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा कि टू टाइप, ये टू टू लिखना है, फिर उसके बाद जिस भी टाइप में आपको कन्वर्ट करना है उसका नाम लिख देना है। कन्वर्ट द वैल्यू इन गिवन टाइप, तो ये टाइप जो होगा जिस भी टाइप में लिखा होगा आपने, जैसे आपने लिखा टू स्ट्रिंग और जिस पे भी आपने लगा दिया, आपने एक वेरिएबल लिया उस पे उसके आगे लगा दिया टू टाइप। और यहाँ पे टू टाइप नहीं लगाना, टाइप क्या होगा, टाइप जैसे स्ट्रिंग का टाइप या डबल टाइप या इन टाइप वो लिखना है। जैसे स्ट्रिंग में बनाना है तो टू स्ट्रिंग, इंट में तो टू इंट, ऐसे करना है। तो फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ, अगर मैं क्या करूँ, प्रिंट करूँ किसको, प्रिंट करूँ मैं जो हमारा एन था, एन अभी क्या है हमारा, एन क्या है, ये है एक इंटीजर। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ टू स्ट्रिंग, ओके, तो जब मैंने ये करा, मैंने एन बोला, एन क्या इंटीजर है, मैंने बोला एन डॉट टू स्ट्रिंग, मैंने बोला एन को बना दो स्ट्रिंग में, एन को कन्वर्ट कर दो स्ट्रिंग में। तो अब ये जो वन है ये क्या है, अब ये स्ट्रिंग बन चुका है। तो अगर मैं इसे रन करूँ ऐसे, ओके, तो इसको मैं जब रन करूंगा तो यहाँ पे हमें क्या प्रिंट हो गया मिलेगा, हमें वन प्रिंट हो गया मिलेगा। बट यहाँ पे हमें अगर इसका टाइप देखना, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे डॉट रन टाइम देखता हूँ कि हो सकता है कि नहीं, ओके हो सकता है। तो अगर मैं ऐसे लगा दूं तो अभी तो ये वन प्रिंट हो रहा, अगर इसको डायरेक्टली प्रिंट करते तब भी वन आता। तो अगर पता लगाना है कि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, आगे डॉट रन टाइप टर्म टाइप लगा सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे क्या आया, स्ट्रिंग, यहाँ पे क्या आया स्ट्रिंग, ये क्या था एक इंटीजर, बट यहाँ पे प्रिंट होके क्या मिला स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पे यहाँ तक इसको स्ट्रिंग में बना दिया, फिर उसका टाइप यहाँ पे ऐसे चेक कर लिया, ओके। तो टू स्ट्रिंग जब आप करेंगे तो क्या होगा कि जो इंटीजर था हमारा वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक वैसे हम क्या कर सकते हैं, टू डबल कर सकते हैं, तो यहाँ पे टू डबल कर देता हूँ। और ठीक वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, टू इंट भी कर सकते हैं। अब जो इंट है उसको हम लोग इंट में भी कर सकते हैं। तो ये तो यूजलेस है, बट इसलिए मैंने बता दिया कि आप ऐसे कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे वन प्रिंट हो गया। अब जब मैंने इसको डबल बनाया तब ये पॉइंट में बन गया, और ये इंट ऑलरेडी था यहाँ पे वो ऐसे ही प्रिंट हो गया। तो हम लोग ने इंट में तो देख लिया कि उससे स्ट्रिंग डबल इंट कैसे बना सकते हैं। क्या उसे बूल बना सकते हैं, नहीं उसे बूल नहीं बना सकते, बूल सिर्फ ट्रू और फॉल्स होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट कैन बी टाइप कास्टेड इन स्ट्रिंग डबल एंड इंट। तो जो इंट टाइप का डेटा होता है हमारा वेरिएबल कोई, उसको हम लोग स्ट्रिंग में टाइप कर कास्ट कर सकते हैं, डबल में और इंट में। अब n2 लेते हैं, n2 क्या था, n2 था एक इंटीजर। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ n2 के साथ अब वर्क करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट लिखूँ n2 डॉट टू स्ट्रिंग, इसको ऐसे कर दूं। अब n2 ऑलरेडी स्ट्रिंग था, बट मैंने उसको फिर से स्ट्रिंग बना दिया, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे टू ऐसे प्रिंट हो गया। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि प्रिंट n2 डॉट टू इंट, क्या ये सही है, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, एक एरर, ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आए तो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं, आप क्या लिख रखा है मैंने, एन स्ट्रिंग कैन बी टाइप कास्टेड ओनली इन स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग जो है वो सिर्फ एक स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करी जा सकती है, ना इंट में ना डबल में, किसी में नहीं, सिर्फ स्ट्रिंग में, जो कि वो ऑलरेडी है, ठीक है। तो स्ट्रिंग को हम लोग ऐसे नहीं टाइप कास्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग का देख लिया। अब देखते हैं एन3, ये जो ट्रू है इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो बूल है उसका क्या कर सकते हैं। तो अगर मैं प्रिंट लिखूं एन3 डॉट टू स्ट्रिंग, तो जो बूल था हमारा, बूल में मैंने क्या डाला था, ट्रू, तो ये ट्रू अब एक स्ट्रिंग बन चुका है। तो यहाँ पे ट्रू ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बता लिखा कि बूलियंस कैन बी टाइप कास्टेड ओनली स्ट्रिंग, जैसे एक स्ट्रिंग सिर्फ स्ट्रिंग में टाइप कास्ट हो सकती है, ठीक वैसे ही बूलियन भी सिर्फ स्ट्रिंग में टाइप कास्ट हो सकती है, इंटीजर या डबल में नहीं, ओके। तो ये भी हम लोग ने देख लिया। अब लास्ट वाले देखते हैं, ये जो हमारा डबल है उसको हम लोग किस किस में टाइप पास कर सकते हैं। यहाँ पे अगर n4 लिख दूं डॉट टू स्ट्रिंग, तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिंग में बन जाएगा। ठीक वैसे ही डबल को मैं एक इंट में भी कर सकता हूँ, तो ऐसे कर देता हूँ। ठीक वैसे ही मैं इसको टू डबल में भी कर सकता हूँ। तो जो है उसे मैं उसी में तो कर ही सकता हूँ। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो क्या होगा कि जो डबल है वो स्ट्रिंग बन जाएगा, और इंट और डबल। तो आपने देखा डबल था, इंट और डबल। तो डबल को हम लोग स्ट्रिंग इंट और डबल में टाइप कास्ट कर सकते हैं। सो यही था, क्या इसे ही बोलते हैं टाइप कास्टिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, मैथ लाइब्रेरी। तो यहाँ पे हम लोग ने मैथ लाइब्रेरी का यूज करा था। यहाँ पे उसके हेल्प से हम लोग क्या कर रहे थे, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं तो आपने देखा यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि मैथ लाइब्रेरी के अंदर ही वाली रैंडम क्लास है, तो हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब इसके अंदर रैंडम क्लास है, अब इस मैथ लाइब्रेरी जो है उसके अंदर और भी चीजें होती है, उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं मैथ लाइब्रेरी लिख दूं ऐसे डॉट डॉट, और यहाँ पे क्या करता हूँ वाइड मेन। अब ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ये लाइक एक कोर्स से रिलेटेड उसमें नहीं है कि कोर्स का टॉपिक है, ये अलग से टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके काम आ सकता है, और ये अच्छी भी चीज़ें हो सकता है आपके कहीं काम आ जाए।
जब आप कोई सा प्रोग्राम बना रहे हैं। ओके, तो अब देखते हैं मैथ लाइब्रेरी। डार्ट कोलन मैथ लाइब्रेरी इज एन इनबिल्ट लाइब्रेरी इन डार्ट। तो ये जो मैथ लाइब्रेरी होता है ये इनबिल्ट होता है डार्ट में। इनबिल्ट मतलब ये ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ था, हमें इससे कहीं पे डाउनलोड या वगैरह ये सब नहीं करना होता। सिंपली हम लोग उसे इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। इट कंटेन्स क्लासेस, कॉन्स्टेंट्स एंड फंक्शंस फॉर डिफरेंट मैथमेटिक कॉन्स्टेंट्स एंड फंक्शंस एज वेल एज क्लासेस। सो हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, इस लाइब्रेरी में क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं और कॉन्स्टेंट्स होते हैं और क्लासेस होती हैं, जिनका हम लोग यूज कर सकते हैं मैथमेटिक के चीज़ें से रिलेटेड कुछ काम करना। मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ों से हम लोग काम कर सकते हैं मैथ लाइब्रेरी की हेल्प से। तो मैथ लाइब्रेरी यूज करने के लिए क्या करना होगा, उसे सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा। बट हम लोग क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। तो अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे मैंने लिखा है सम क्लासेस ऑफ मैथ लाइब्रेरी। तो मैथ लाइब्रेरी की मैंने कुछ क्लासेस यहाँ पे लिखी हैं। एक क्लास क्या होता है, म्यूटेबल रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, रैंडम, जो कि हम लोग देख चुके हैं, पॉइंट। तो ये बेसिकली क्या है, ये कुछ क्लासेस हैं मैथ लाइब्रेरी की। तो यहाँ पे मैंने लिखा यूजिंग सम फंक्शंस ऑफ मैथ लाइब्रेरी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ फंक्शंस यूज करेंगे मैथ लाइब्रेरी के। ठीक है, तो हम लोग कुछ फंक्शंस मैथ लाइब्रेरी के यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा किसको, जो हमारा मैथ है, मैथ लाइब्रेरी इसको। तो यहाँ पे मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया। ओके, अब कुछ फंक्शंस देखते हैं, जो मैथ लाइब्रेरी है उसके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ प्रिंट और यहाँ पे लिख दूँ SQRT और उसके अंदर डाल दूँ 9, फिर उसे बना दूँ एक इंट में। ओके, SQRT इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे अगर मैंने SQRT लिख दिया मीन्स स्क्वायर रूट, उसके अंदर कोई सी मैंने वैल्यू डाल दी, तो हमें क्या होगा कि इसके अंदर जो भी नंबर डाली है हमें उसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इन डबल टाइप। ये क्या करता है, हमें एक डबल टाइप में देता है, इसलिए इस वजह से मैंने इसको इंटीजर में बना लिया है। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो 9 का जो भी स्क्वायर रूट होता है हमें वो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। फिर इतने से हमें क्या होगा, स्क्वायर रूट मिलेगा 9 का, और इतने से क्या होगा, उसे इंटीजर में बनाया जा रहा है। ओके, तो स्क्वायर रूट फंक्शन क्या करता है, जो भी वैल्यू आप डालेंगे उसका स्क्वायर रूट आपको रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे आपने देखा 3 आ गया, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। अगर मैं यहाँ पे 16 डाल दूँ और रन करूँ, इसका क्या होता है, तो इसका हमें 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा इसका 4 मिल गया। तो ये भी एक अच्छा काम है, आप डायरेक्टली ये सब कर सकते हैं। ओके, तो आपने देखा हमें इतना बड़ा काम हमें सिर्फ एक फंक्शन से मिल गया। सो ये चीज़ें पहले ही बना के रखी हैं हम लोगों की वजह से हम लोग डायरेक्टली इसे यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर यहाँ पे प्रिंट लिख दूँ, अब लिखूँ पाव, ये पाव भाजी नहीं है, ये पावर वाला है। ओके, तो पाव यहाँ पे 2,5 ऐसे कर दूँ, तो ये क्या है, सो सीधे नोस में आते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है 2 नंबर, ये 5 का, ये पावर है। तो पावर का मतलब क्या होता है, जैसे 10 की पावर 5 तो मीन्स 10 में 5 जीरो। ठीक वैसे अगर मैं 2 लिखूं और यहाँ पे कॉमा लगा के 5 लिख दूं, इसका मतलब ये हो गया, हमें क्या करो, 2 की पावर 5 का जो भी आंसर है वो रिटर्न कर दो। रिटर्न 2 टू दी पावर, यहाँ पे मैंने लिखा रिटर्न 2 टू दी पावर 5 मीन्स 2 की पावर 5 करो, उसका हमें जो भी रिजल्ट आया है उसे हमें रिटर्न करके दे दो। तो 2 की पावर 5 जो भी होगा हमें उसका रिटर्न ऐसे मिल जाएगा। तो यही कमाल होता है पाव का, पाव। ओके, तो अब यहाँ पे मैं दूसरा देखता हूँ, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फंक्शन। अब यहाँ पे मैं लिख दूँ मैक्स, यहाँ पे लिख दूँ 15,51 ऐसे लिख देता हूँ जैसे। तो ये क्या करता है, तो यहाँ पे मैंने इसका लिखा है रिटर्न्स मैक्सिमम नंबर बिटवीन गिवन नंबर्स। तो अगर मैं इसे रन करूँ तब क्या होगा, तब जो भी मैक्सिमम नंबर होगा 15 और 51 में वो हमें यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो आपने देखा 51 प्रिंट हो जाएगा। सो 15 और 51 में मैक्सिमम नंबर कौन सा है 51, तो हमें ये प्रिंट हो गया। अब बोलेंगे आप इसका काम क्या है, ये तो हमें ऐसे ही पता चल जाएगा ना। बट अब सपोज करिए आपने यूजर्स इनपुट लिया है, दो इनपुट लिया आपने, वो आप डालना चाहते हैं, तब आप सोचिए आप डायरेक्टरी यहाँ पे डाल के पता लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है, ना कि आप इफ एल्स का लगाएं कि जो भी यूजर 2 है, यूजर 2 ग्रेटर देन यूजर 1, देन प्रिंट की यूजर 2 इज ग्रेटर। तो ये सब करने के बजाय आप सीधे ये यूज करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर मैक्सिमम है। ओके, ठीक वैसे क्या होता है मिनिमम के लिए होता है, अगर यहाँ पे 15,51 कर दूं तो हमें क्या होगा, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, जो भी इन दोनों में मिनिमम वाली वैल्यू होगी, कम वाली। तो यहाँ पे 51 था मैक्सिमम, यहाँ पे 15 क्या है मिनिमम, तो वो हमें यहाँ पे वो मिल गया। सो ये जो मैथ लाइब्रेरी होती है ये एक अच्छी चीज़ होती है, इसमें और भी चीज़ें होती हैं जो कि आप दे सकते हैं। फॉरना जो इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ें थी वो मैंने बता दी। तो डार्ट मैथ भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डेट टाइम, एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़।
तो डेट टाइम देखते हैं ये क्या है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं डेट, यहाँ पे टाइम, ये वाली डेट नहीं है, ओके, तो डॉट ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पे क्या करूंगा वॉइड मेन। अब इसमें हम लोग डेट करेंगे, आई मीन डेट से डेट पे काम करेंगे, ये क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं डेट टाइम बताता हूँ ये क्या है। डेट टाइम क्लास इज यूज फॉर वर्किंग विद डेट एंड टाइम। तो डेट टाइम क्या होगा, एक क्लास होता है, इसकी हेल्प से हम लोग जो डेट्स होते हैं, टाइम होते हैं, उनके साथ हम लोग काम कर सकते हैं। तो डेट के साथ काम कर सकते हैं मीन्स ये वाला जो डेट होता है उसके साथ काम कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं वेर लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं करंट, करंट डी टी, करंट मीन्स अभी वाला करंट, इलेक्ट्रिक वाला करंट नहीं। तो यहाँ पे करंट डी टी हो गया, ज़्यादा हो गया आई गेस। तो डेट टाइम ऐसे कर देता हूँ, डेट टाइम ये कैपिटल टी होगा, डेट टाइम डॉट नाउ ऐसे होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, करंट dt से आपको पता चल रहा होगा, इससे समझ में आ रहा होगा करंट डेट एंड टाइम। अब हमें अगर करंट डेट और टाइम चाहिए, जैसे अभी यहाँ पे डेट और टाइम ये है, तो मैं करंट वाला चाहता हूँ, मीन्स आपके जो भी डिवाइस है उसमें जो करंट डेट टाइम है वो आप चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना होगा डेट टाइम डॉट नाउ, मीन्स अभी का जो डेट है और टाइम। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर दूँ करंट डेट को, dt को, अब इसे मैं रन करूं तब क्या होगा, अभी का जो भी करंट डेट और टाइम है हमें वो यहाँ से मिल जाएगा। तो जो भी यहाँ पे मिला मुझे, मैंने इसको करंट dt में स्टोर कर लिया, फिर उसे क्या कर दिया प्रिंट कर दिया। तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2022 927 यहाँ पे ईयर दिखा रहा है, यहाँ पे मंथ दिखा रहा है, यहाँ पे डेट, और ये हमारा टाइम आ रहा है 1:15 और ये सेकंड्स मिली सेकंड्स एंड ऑल है, ठीक है। तो आप ऐसे ही करंट डेट और टाइम गेट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, हम लोग ऐसे गेट कर सकते हैं। अब आप उससे रिलेटेड अगर कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तब ये बहुत ही यूजफुल आता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ है, ठीक है, अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं है फॉर नाउ, बट जब आपको उसकी नीड होगी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी आपके लिए। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका यूज़ करेंगे कि नहीं, आपको कहाँ पे नीड पड़ रही है उसकी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे लिख दूँ वेर और कस्टम डेट, और जब यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ डेट टाइम, कस्टम डेट से पता चल रहा है कि हम लोग एक कस्टम डेट बनाने वाले हैं, मीन्स एक खुद का डेट, ओके। खुद का डेट बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें ईयर डाल सकते हैं, मंथ डाल सकते हैं और डेट। तो मैं क्या करता हूँ कि लेट्स से ईयर के मैंने यहाँ पे 2222 डाल दिया, और टू यहाँ पे भी कर देता हूँ, 2222 यहाँ पे भी कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, ओके। तो ये क्या हुआ, ये ईयर है, ये क्या है मंथ है, ये क्या है डेट। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या करा, एक खुद का कस्टम डेट बना लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसे प्रिंट कर सकता हूँ, अगर मैं ऐसे कर दूँ। अब कस्टम डेट कहाँ पे काम आ जाएगा, वो आप पे डिपेंड करता है, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ पे क्या यूज़ करना चाहते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे हमें कस्टम डेट मिल गया, हमें यहाँ पे डेट मिला है, टाइम नहीं, टाइम इसलिए 0 आ रहा है क्योंकि हम लोग ने सिर्फ कस्टम डेट बनाया है, ना कि कस्टम टाइम। तो ये ऐसे होता है, कस्टम डेट बना लिया। अब आगे देखते हैं। अब अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे वैर लिखूँ और यहाँ पे y2 2001 मीन्स ईयर 2001। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ y2 ऐसे कर दूँ, ठीक है, इवन तो मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा 2000, इसे 2000 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूँ डेट टाइम 2000। ये क्या करा मैंने, नोट्स में आते हैं। यहाँ पे बाय द वे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। क्रिएटेड डेट ऑफ 1 जनवरी 2000, अगर आपने डेट टाइम ऐसे करा उसके अंदर 2000 डाल दिया, तो क्या होगा कि 1 जनवरी 2000 ये डेट हमारी क्रिएट हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ, अगर इसे प्रिंट कर दूँ y2 ऐसे, अब ये 1 जनवरी से ही स्टार्ट होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपने क्या करा, 2000 डाल दिया, तो 1 जनवरी 2000 देखा आपने 2000, ये 1 जनवरी हो गया, ठीक है। तो आपने क्या करा, 1 जनवरी 2000 यहाँ पे क्रिएट कर लिया एक डेट। अब क्या कर सकते हैं आप, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं वेर 2001 वाई, अगर यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊं और उसके अंदर मैं क्या कर दूं, उसके अंदर मैं लिख दूं y2 2000, ये जो हम लोगों ने बनाया था 2000 ईयर, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, फिर लिखूं ऐड डॉट ऐड, उसके अंदर क्या डाल दूं, उसके अंदर मैं ड्यूरेशन डाल दूं, ऐसे ड्यूरेशन, यहाँ पे डेज डाल दूं, और यहाँ पे 366। ये क्या करा मैंने, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने बोला ये जो ईयर है इसमें ऐड कर दो ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन, इतने दिन, बेसिकली मैंने बोला इतने दिन ऐड कर दो इस वाले ईयर में। फिर क्या करता हूँ, अगर मैं इसे प्रिंट कर दूँ ऐसे, तो क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसे रन करूँ, बाकी नोट्स में भी मैंने लिख दिया यहाँ पे एडेड ड्यूरेशन ऑफ 360 डेज इन ईयर 2000, तो 2000 में इतने
ड्यूरेशन ऐड होके हमें क्या होगा मिल जाएगा। जैसे 2001 में था तो अब देख सकते हैं आप ये 2001 हो गया है क्योंकि इसमें हम लोग ने एक साल यहाँ पे ऐड कर दिया है। ओके, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। तो ठीक वैसे हम लोग ऐड के जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं y2 और यहाँ पे 000 y2000, इवन तो यहाँ पे ये ऑलरेडी बन चुका है तो मैं यहाँ पे इसको yy कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँ, जो 2001 है उसको मैं सब्ट्रैक्ट करके वापस से 2000 बनाना चाहता हूँ। तो सेम उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उतना ही सेम वही लिखना है और उतना ही माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे ऐड था, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया, बस इतना डिफरेंस है। अगर कुछ ऐड करना है आपको ड्यूरेशन तो आप क्या करें, उतना ड्यूरेशन ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दें, सिंपल। अब यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर दूं किसको, जो वाई वाई था 2000, 200 नहीं 2000 ऐसे, तब क्या होगा, तब अभी ये क्या था 2001 था, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा क्या 2000। तो आपने देखा यहाँ पे अब ये 2000 हो गया, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे और भी चीजें देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ, नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, वेर, और यहाँ पे डिफ मीन्स डिफरेंस। अब अगर मैं यहाँ पे y2000 जो था हमारा डॉट लिख दूँ और डिफरेंस लिख दूँ, डिफरेंस और y2001, ये करके मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ डिफ डॉट, ऐसे नहीं, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर दूं डिफ डॉट इन डेज, ऐसे कर दूं मैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने कोड में लिख दिया, रिटर्न्स डिफरेंस इन ड्यूरेशन ऑफ बोथ द ईयर। अगर आप पहला ईयर डालते हैं फिर डिफरेंस लिखते हैं उसके बाद दूसरा ईयर डालते हैं, सो इन दोनों ईयर में जितना भी डिफरेंस होगा हमें वो मिल जाएगा। अब डिफरेंस मुझे मिल गया, अब मुझे डिफरेंस जानना है डेज में कि कितने दिनों का डिफरेंस है दोनों में, तो मैंने इन डेज लिख दिया। तो अगर मैं रन करूं तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस इन डेज। तो आपने देखा यहाँ पे 366 आया क्योंकि इन दोनों में 366 का डिफरेंस है। अगर आर में चाहिए तब क्या करूंगा, तब मैं यहाँ पे प्रिंट डिफ डॉट क्या लिख दूंगा, इन आर, सही पकड़ा है। अब अगर मैं इसे रन करूं तब क्या होगा, तो हमें क्या मिलेगा कि जितने भी आर का डिफरेंस होगा इन दोनों में हमें वो मिल जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे हमें वो मिल गया। अगर यहाँ पे इसको मैं ऐसे कर दूं 2001 आगे लगा दूं 2000 बाद में लग दूं ऐसे, अब इसे रन करूं तब इसका आउटपुट क्या होगा, तो आपने देखा है प्लस में आ रहा है क्योंकि 2000 जो था वो छोटा था, कम ईयर में था, ठीक है, 2001 बाद में आता है 2000 पहले। तो अगर आपको डिफरेंस चाहिए दो ईयर में तो आप इन डेज इन आवर्स ऐसे कर सकते हैं, तो आपको उन दोनों में डिफरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने ये देख लिया। अब अगर मैं क्या करूँ, प्रिंट ऐसे लिखूँ तो ये चीजें होगी। अब अलग चीज देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे डेट टाइम ऐसे लिख दूँ, जो क्लास थी हमारी उसको मैं सीधे ऐसे लिख देता हूँ डेट टाइम। अब अगर मैंने जनवरी कर दिया तो क्या होगा, अगर मैं इसे रन करता हूँ, ओके, तो जब मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे आ गया 1, ये क्या है, ये 1 क्या है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे इसको कट करता हूँ, नीचे आते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा गिव्स द नंबर ऑफ जनवरी एल मंथ। तो यहाँ पे जनवरी मंथ बेसिकली, तो यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारा डेट और टाइम है उसमें लाइक कितने जनवरी होते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ रहा है, जनवरी। तो ठीक, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे संडे लिख दूँ, प्रिंट डेट टाइम डॉट, और यहाँ पे अगर मैं संडे लिख दूँ, ऐसे कर दूं, अब इसे रन करूं तब क्या होगा, ठीक है, ये संडे के लिए वर्क करेगा। ये क्या करेगा कि जो संडे होते हैं उतने रिटर्न कर देगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे 7 आ गया। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जनवरी के लिए 1 हुआ और संडे के लिए क्या हुआ, 7 हुआ। तो ठीक वैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं, प्रिंट डेट टाइम डॉट डेज पर वीक, ऐसे नहीं, ऐसे करना है, फिर लिखना है डेज पर वीक ऐसे, ओके। और मैं क्या करूँ, इसे रन कर देता हूँ, अब क्या होगा, तो इसे मैं रन करता हूँ तो आपने देखा यहाँ पे 7 आया। यहाँ पे मैंने बोला डेज पर वीक मीन्स एक वीक में कितना दिन होता है, तो यहाँ पे इतना आ गया। अब अगर मैं प्रिंट करूँ डेट टाइम, ऐसे लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर दूँ जैसे यहाँ पे क्या था, इसको ऐसे कर देता हूँ, जैसे वहाँ पे डेज पर वीक था, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मंथ पर ईयर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, एक मंथ में कितने ईयर होते हैं वो। तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मुझे बस बताना था कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है तो आप वो दे सकते हैं, ओके। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अब डिलीट कर देता हूँ। तो इसी के साथ बेसिकली हमारा ये वाला चैप्टर भी
फिनिश होता है। तो यही यहीं तक था। इसमें उन्होंने बहुत सारी इम्पोर्टेंट वो आप पे डिपेंड करता है कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि नहीं, आपके काम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है कि नहीं वो पता चलता है। बट ये इंटरेस्टिंग तो था क्योंकि हम लोगों ने इसमें रैंडम नंबर जनरेट करने सीखे, टाइप कास्टिंग सीखी हम लोग ने, मैथ लाइब्रेरी के हमसे हम लोगों ने कुछ फंक्शंस देखे, फिर हम लोग ने एंड में डेट टाइम देखा जो कि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी फिनिश होता है और साथ ही साथ क्या होता है कि हमारा ये वाला जो पूरा कोर्स था वो भी फिनिश होता है। तो आपने देखा हम लोग ने स्टार्टिंग से हम लोग 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन हम लोग ने 14 चैप्टर खत्म कर दिया यहाँ पे। ओके, और हमने क्या करा कि ये जो 14 चैप्टर रिटर्न टाइम था वो भी फिनिश कर दिया। अब क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे एंड में एक और प्रोजेक्ट करेंगे, उसके बाद ये पूरा कोर्स फिनिश। तो हम लोग क्या करते हैं, अब एक क्या करते हैं, एक हम लोग प्रोजेक्ट भी बनाते हैं। तो चलिए अब प्रोजेक्ट बनाते हैं हम लोग। सो हमारा पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो गया, हम लोग ने डाट में मोस्टली सब कुछ सीख लिया, सब कुछ सीख लिया जो भी इस कोर्स में था। एंड में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जो कि क्या होगा, एक गेम। अब गेम एक प्रोग्राम वाला गेम होगा। तो अगर मैं इसे कट करूं, इसको मैंने खोल रखा है यहाँ पे वाला फोल्डर, यहाँ पे एक यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑलरेडी पड़ा है जो कि क्या था, लाइब्रेरी सिस्टम। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट होगा वो होगा एक गेम, गेस दी नंबर गेम। गेस दी नंबर से पता चल रहा होगा कि आपको नंबर गेस करना है। यहाँ पे क्या होगा ना, एक कंप्यूटर होगा और एक होंगे आप। कंप्यूटर क्या करेगा कि एक नंबर दे देगा, ठीक है, एक नंबर दे देगा। फिर आपको क्या करना होगा, उसने जो भी नंबर चूज करा है उसको आपको गेस करना होगा कि वो कौन सा नंबर उसने चूज करा है। तो जब आप गेस कर लेंगे सही तो क्या आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेसन ऐसा समथिंग। अगर गलत करा तो आपको बताते रहेगा कि आपने बड़ा नंबर डाला है, आप थोड़ा छोटा नंबर डालें जो मैंने गेस करा है उससे, आई मीन जो मैंने चूज करा है। अगर छोटा डाला तो बड़ा, और मैच हो गया तो क्या हो जाएगा कि आप जीत जाएंगे। ओके, तो यही होगा बेसिकली गेस दी नेम, आई मीन गेस दी नंबर। एक पूरा हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वाइड मेन, ओके यहाँ पे ऐसे कर लिया। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन यहाँ पे बना दिया मेन वाला। अब यहाँ पे दो चीज इंपोर्ट करेंगे। पहला क्या, पहला होगा डार्ट आईओ, इनपुट गेट करने के लिए यूजर से, क्योंकि यूजर ही डालेगा, यूजर ही तो गेस करेगा ना नंबर्स। और दूसरा होगा डार्ट मैथ। मैथ क्यों, आपको याद होगा मैंने जस्ट पिछले वाले चैप्टर में आपको रैंडम नंबर जनरेट करना सिखाया था। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जनरेट जो रैंडम नंबर होगा उसे जनरेट करेंगे। तो रैंडम नंबर जनरेट कुछ कोई सा भी कर लेंगे, रैंडम नंबर जनरेट करके कंप्यूटर को दे देंगे। फिर क्या करना होगा, वही रैंडम नंबर यूजर को क्या करना पड़ेगा, गेस करना पड़ेगा। तो इसी का कोड हम लोग सब लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक रैंडम जो क्लास होती है वो बना लेता हूँ, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कॉम्ब लिख देता हूँ। कॉम्ब मीन्स जो कंप्यूटर के गैसेस होंगे, तो आई मीन जो कंप्यूटर का जो भी उसने जो भी चूज करा होगा, जो भी नंबर उसने चूज करा होगा वही नंबर गेस करना होगा यूजर को। तो कंप्यूटर के अंदर मैं कोई सा भी रैंडम नंबर डाल दूंगा। रैंडम नंबर कोई सा डालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा रैंड डॉट नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं डाल दिया अलग से इंट। और यहाँ पे अगर मैं 11 डाल दूँ, अब आप क्या कर सकते हैं, 10 से 20 ये सब भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, मैंने आपको सब बता दिया है। यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, 0 से लेके 10 तक। तो जो हमारा वो होगा यूजर, उसे क्या करना पड़ेगा कि 0 से 10 तक क्या होगा, एक नंबर जनरेट हो जाएगा और वो मिल जाएगा कंप्यूटर को। फिर कंप्यूटर को क्या करना पड़ेगा, आई मीन जो यूजर को क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर ने जो चूज करा है, कंप्यूटर के अंदर जो भी रैंडम नंबर स्टोर हुआ है वही यूजर को गेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल और बनाऊंगा मैं गैसेस का। ये गैसेस क्या है, गैसेस मीन यूजर ने कितनी बार में जाके जो सही नंबर है उसे गैस करा है। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है। ओके, अब मैं क्या करूँ, अब मेन काम स्टार्ट करते हैं, जो भी हमारा पूरा कोड होगा। यहाँ पे मैंने एक क्या करा, वाइल ट्रू लगा दिया, क्योंकि यूजर को बार बार नंबर गैस करते रहना है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट, यहाँ पे लिख दूँ कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर हैज चूजन इट्स नंबर, कंप्यूटर ने अपना नंबर चूज कर लिया। अब तुम क्या करो, अब तुम उसके नंबर को गेस करो। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, ऐसे ही लिख देता हूँ, गेस दी नंबर। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बिटवीन 0 to 10, क्योंकि 0 से 10 तक जो भी नंबर होगा, कोई सा रैंडम नंबर होगा जो कि कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगा, वही यूजर को गेस करना है। तो यहाँ पे मैंने वो लिख दिया। यहाँ पे इंट यूजर इज इक्वल टू क्या करूंगा, एक इंटीजर टाइप का गेट करूंगा इनपुट यूजर से, तो उसके लिए इंट डॉट पार्स। तो एकदम इजी होगा, वो आप पे डिपेंड, लाइक आपको क्या करना पड़ेगा, लॉजिक बिल्डिंग, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि आप कैसे लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं, कैसे प्रोग्राम बना रहे हैं।
तो stdin.read लाइन, और ये प्रोजेक्ट भी आप खुद ही से ट्राई करें। आई होप कि आप खुद ही से ट्राई करके कर लें। ओके, यहाँ पे मैंने क्या करा, यूजर से इनपुट गेट कर लिया, तो इतना तो काम हो गया, सब बना लिया। अब जो मेन काम है कंडीशंस लगानी है हमें। अब यहाँ पे कंडीशन लगानी है मुझे, इफ अगर क्या हो, यूजर ने जो भी नंबर डाला वो कॉम के बराबर हो जाए, मीन जो रैंडम नंबर हमारा जनरेट होकर कॉम में स्टोर हुआ है, अगर वो दोनों, मीन्स यूजर ने जो नंबर डाला और कॉम वाला, दोनों अगर सेम हो जाते, मीन्स यूजर ने सही नंबर गेस कर लिया। अगर यूजर ने सही नंबर गेस कर लिया तो क्या करो, तब प्रिंट कर दो कि जो कॉम्प ने चूज करा था नंबर, वो क्या था, जो कॉम्प ने चूज नंबर करा था वो क्या था, ये जो कि कॉम्प ने करा होगा वो। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐसे दो लाइंस लगा देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ u इज इक्वल्स टू जो यूजर ने चूज करा वो, मीन्स दोनों इक्वल हो गए। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक एस्केप सीक्वेंस लगा देता हूँ दूसरे वाली लाइन में, और यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वॉन, या यू गेस्ट द राइट नंबर। और उसके बाद में लिखूंगा इन कितने गेसेस, इन यहाँ पे गेसेस वाला जो वेरिएबल था, इन इतने गेसेस। ओके, तो यूजर्स के गेसेस को भी हम लोग बढ़ाते रहेंगे, जैसे जैसे वो नंबर क्या करता है, जैसे जैसे वो गलत बताते जाएगा, गेसेस को हम लोग बढ़ाते रहेंगे, और फिर एंड में बता देंगे कि उतने उसने कितने गेसेस के बाद सही नंबर गेस करा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे ब्रेक कर देता हूँ। ब्रेक क्यों करा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब यूजर क्या करे, जो कंप्यूटर था उसका दोनों का, यूजर अगर सही नंबर गेस कर लेता तो प्रोग्राम को एग्जिट कर दो, मीन्स गेम ओवर, गेम खत्म हो गया। अब वो हारा नहीं, जीत गया एनीवेज। एल्स इफ लिख दूं ऐसे, अब मैं क्या करूँ, अब मैं लिख दूं यूजर ग्रेटर देन कॉम, मीन्स यूजर ने जो नंबर गेस करा है वो जो कॉम वाला है कॉम से ग्रेटर है, तब क्या करो, तब मैं उसे बता दूंगा कि आपका जो नंबर है वो ग्रेटर, आप उसे स्मॉलर करें, तो यहाँ पे एंटर स्मॉलर नंबर कर दूंगा मैं, एंटर करो स्मॉलर नंबर। यहाँ पे एक बैक स्लैश एन लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा सा दिखे नेक्स्ट लाइन में। और यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा गेसेस प्लस प्लस इंक्रीमेंट लगा दिया। ऐसा क्यों करा, क्योंकि यूजर जब जब गलत बताएगा तब हम लोग गेसेस को बढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि हमारे गेसेस काउंट होते रहें। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एलसिफ कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूजर स्मॉलर देन कॉम, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा कि प्रिंट कर देता हूँ एंटर एंटर ग्रेटर नंबर, एंटर ग्रेटर नंबर। क्योंकि लिए यूजर जब छोटा नंबर डालेंगे, मैं बोलूंगा कि बड़ा नंबर डालो, आपको जो गेस करना है आपको नंबर, वो थोड़ा सा क्या है, वो छोटा आई मीन बड़ा है, इस वजह से आप भी बड़ा डालें, आपने छोटा नंबर डाला है, और गैसेस को यहाँ पे बढ़ा दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, एंड में मैं एल्स डाल देता हूँ। एल्स क्या करो, एल्स प्रिंट कर दो कि एल्स प्रिंट कर दो इनवैलिड इनपुट, क्योंकि लिए यूजर ने कुछ ऐसा डाल दिया जो कि यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग नहीं, नंबर के अकॉर्डिंग। अब इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, इसको ऐसे करना है ऐसे। अब जैसे ही जीरो से लेके कहाँ तक करना है, ओके, यहाँ पे 0 से 1 तक था, 0 से 10 तक था, तो यूजर को 0 से 10 तक यहाँ पे गेस करना होगा नंबर। अब क्या करते हैं, सीधे मैं रन करता हूँ कोड को, और देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करा, एकदम सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऊपर कुछ यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट कर लिया यहाँ पे, जो कि मैंने कॉम को अंदर डाल दिया। अब ये जो रैंडम नंबर ये बार बार चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने इसको एक बार इसमें स्टोर कर दिया, तो कॉम्प जो है ये वही रहेगा, ये बार बार चेंज नहीं होगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे मैंने गैसेस जीरो कर दिया, इसको मैं बढ़ा रहा हूँ जब 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 यूजर गलत इनपुट डाल रहा है, ताकि गैसेस बढ़ते रहें, और एंड में हम लोग उसको बता सकें जब वो सही डाल दे, सही नंबर गेस कर ले कि आपने इतने गैसेस में सही नंबर गेस करें। फिर यहाँ पे दो प्रिंट स्टेटमेंट लगा, यहाँ पे यूजर का इनपुट गेट करा, यहाँ पे मैंने बोला यूजर और कॉम अगर बराबर हो जाते हैं तो प्रिंट कर दो, प्रोग्राम को एग्जिट कर दो, मीन्स जो लूप है उसे ब्रेक कर दो। अगर यूजर का नंबर ग्रेटर है तो यहाँ पे शो करेगा कि स्मॉलर नंबर डालो, और गैसेस को इंक्रीमेंट कर दिया, स्मॉलर डाला तो ग्रेटर करो, और गैसेस को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। एल्स में मैंने लिख दिया इनवैलिड इनपुट, अगर यूजर ने कुछ ऐसा इनपुट डाल दिया जो कि हमें चाहिए नहीं। तो इसको मैं अगर ऊपर ऐसे कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है कंप्यूटर हैज चूजन इट्स नंबर, कंप्यूटर ने अपना नंबर चूज कर लिया। अब आप उस नंबर को गेस करें, गेस द नंबर बिटवीन 0 to 10। अब 0 से 10 के बीच में हमें क्या करना है, नंबर को गेस करना है। मैं कोई सा नंबर गेस करूँ, अभी मुझे नहीं पता कौन सा नंबर गेस हुआ, क्योंकि रैंडम नंबर स्टोर हो गया, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूं, तो मैंने 5 लिखा, तो यहाँ पे आया एंटर दी स्मॉलर नंबर, मीन्स क्या हुआ कि आपका नंबर ग्रेटर है, आप स्मॉल नंबर डालें। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे अगर 3 डाल दूँ, तब क्या आया, एंटर द स्मॉलर नंबर, मीन्स और छोटा नंबर डालना है। अगर 2 डाल देता हूँ,
तो अभी बोला एंटर स्मॉलर नंबर, क्योंकि मैंने क्या करा है कि और मीन्स थोड़ा सा बड़ा नंबर डाल दिया। अगर मैं 1 कर दूं, अगर 0 कर देता हूँ 0, तब आपने देखा यहाँ पे कॉम्प इज इक्वल से 0 और यू इज इक्वल से 0, मीन्स मैंने नंबर को राइट गेस कर लिया। यहाँ पे आ गया कांग्रेचुलेशन यू गेस द राइट नंबर इन 3 गेसेस। मैंने 3 गेसेस में इसको क्या करा है कि 3 गेसेस में मैंने सही नंबर गेस करा है। जैसे पहले 5 करा था, 3 करा था, 2 करा था, मीन्स ये 3 गेसेस हो गए और चौथी बार में मैंने सही बता दिया, तो इस वजह से यहाँ पे 3 गेसेस आ गए। तो आप अगर इसको फिर से रन करें तो फिर से वैसे होगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ कि यू you have entered greater number प्लीज, या ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पे इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। आप इसे और अच्छा बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे बना रहे हैं। यू हैव एंटर्ड स्मॉलर नंबर कर देता हूँ ऐसे। बस यहाँ पे ये दोनों डिफरेंस हो जाएगा। बाकी जैसा वर्क कर रहा है ये प्रोग्राम बेसिकली अच्छे से वर्क कर रहा है, ये चीज़ें बार बार वर्क कर रही हैं। अगर मैं एक बार फिर से आपको ये दिखा देता हूँ, तो इसको मैंने रन करा, अब सेम चीज़ यही ऊपर वाला काम होगा, यही आएगा कंप्यूटर हैज चूजन दिस नंबर, गेस द नंबर बिटवीन 0 to 10। अब आप इसे अगर 50 कर दें तो 0 से 50 होगा, 100 कर दें तो 0 से 100 होगा, आई मीन 0 से 99 होगा, एक नंबर कम होता है। अगर 101 करेंगे तो 0 से 100, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर का ये गेम बनाना चाहते हैं। तो मैंने 0 से 10 के लिए बनाना। अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूँ, तब यहाँ पे क्या है, यू हैव एंटर्ड ग्रेटर नंबर, एंटर स्मॉलर नंबर। मैंने बहुत ज़्यादा ग्रेटर नंबर डाल दिया, मैं स्मॉलर डालता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 6 डाल दिया, तो 6 डाला, यू हैव एंटर्ड ग्रेटर नंबर, एंटर स्मॉलर नंबर, और बड़ा नंबर है। अगर यहाँ पे 2 डाल देता हूँ मैं, तो जैसे ही 2 डाला तो यहाँ पे मेरा जो नंबर था वो सेम हो गया, और यहाँ पे यू हैव जो गेस करा मैंने यहाँ पे वो दिखा रहा है, और यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन जो मैंने डाला था कंडीशन उसके अकॉर्डिंग। सो ये वाला जो प्रोग्राम था हमारा ये भी अच्छे से वर्क कर रहा है। अब आपको एक होमवर्क दे देता हूँ इसी में, आप क्या करें ना, इसमें एक लाइफ का ऑप्शन डालें। जैसे आपने वेयर लाइफ कर दिया और यूजर को सिर्फ 5 लाइफ दी, इसका मतलब क्या हुआ, यूजर को सिर्फ 5 बार में जो सही नंबर है वो गेस करना होगा, वरना क्या हो जाएगा, गेम ओवर। तो ये आप होमवर्क की तरह कर लें, तो ये भी इजी है। आई होप आप समझ जाए कि ये कैसे करना है। बाकी लॉजिक बिल्डिंग आपको भी आनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉजिक बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक प्रोग्रामर को आनी चाहिए। ओके, तो यही इसी के साथ हमारा क्या हुआ, ये वाला प्रोजेक्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि एक गेम था गेस दी नंबर। और एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने क्या करा था और कर रहा था, जो कि था लाइब्रेरी सिस्टम हमारा। तो और इसी के साथ क्या होता है, इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट था और पूरा का पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। 0 से लेके 14 चैप्टर हम लोग ने देख लिए सबके सब। आई होप आपको हर एक चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैंने अपने पूरा बेस्ट दिया ताकि आपको ये पूरे के पूरे जो चैप्टर्स है वो सब समझ में आ गए होंगे, एक एक टॉपिक। फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, 2 हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स भी बनाए, ताकि आपके जो स्किल्स है थोड़े से अच्छे हो जाए डाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एंड इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा कोर्स खत्म होता है। आई होप ये जर्नी आपके लिए अच्छी होगी, और एक कोर्स एंड करने की फीलिंग जो होती है मैं समझ सकता हूँ कैसी होती है, और स्टार्ट करने की भी। जब कोई हम लोग कोई सा नया कोर्स स्टार्ट करते हैं या जब उसे एंड करते हैं, तो दोनों की ही फीलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो हो सकता है आप भी बहुत खुश हो। तो अगर आपके लिए ये जो पूरा कोर्स था, अगर ये हेल्पफुल था, जो कि मुझे लगता है कि होगा, क्योंकि मैंने इसमें ऐसे नोट्स प्रोवाइड करके करके रखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन करके रख दिया है। और उसी के साथ सबसे मेन काम जो कि है कि ये जो सारे के सारे कोर्स हैं, सारे के सारे नोट्स हैं, सारे के सारे जो आपके नोट्स हैं, कोड्स हैं और जो पीडीएफ हैं, वो सब कुछ आपको क्या मिल जाएगा, सबका सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि आपको डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑब्वियसली ये फ्री है। ओके, तो मैं सबके जो इतने सारे फोल्डर्स जो बनाए मैंने सब कुछ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको कोड्स मिल जाएंगे। सो जितना भी कोर्स में मैंने इस कोर्स में यूज़ करा, आपको सब कुछ सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप कि ये आप जो पूरा कोर्स आपको अच्छे से आ गया। अगर आपके लिए ये कोर्स हेल्पफुल था, सो काइंडली आप क्या करें कि लाइक कर दें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। इस कोर्स में मैंने अपने पूरे एफर्ट्स डाले, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को और लाइक भी कर देंगे इस वीडियो को। सो आई होप कि मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। सो दैट्स इट यार, दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।